हाँ, मेरे सून टू बी सीए फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एफएमएसएम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से साथ में मिलके करी है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स की रिवीजन आई होप आप लोगों ने मेरे साथ कवन कंप्लीट कर लिया रहेगा, ठीक है? वो हमने यूट्यूब पे डाल ही दिया था हमारे चैनल के ऊपर। हमारा जो एफएमएसएम की पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही हमने एसएम का ऐड किया था। फर्स्ट 3 चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे, राइट? ठीक है? अब इनके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े थे, काफ़ी डेप्थ में समझा था। साथ में हमने 7 मेमोरी टेक्निक्स भी हमारी जो बुक में हमने यूज़ करी हैं, उनको हमने साथ में डिस्कस किया था ताकि आपके लिए याद करना बहुत सिंपल हो जाए। तो आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था एंड याद कैसे रखना है उसके लिए मेमोरी टेक्निक्स भी बहुत अच्छी-अच्छी क्रिएटिव दी थी। बहुत ही फन ओरिएंटेड में हमने पूरे तरीके से ताकि बोरियत बिल्कुल नहीं उस तरीके से हमने कवर किया था। ठीक है? साथ में एफएम आपको पता ही है कि एफएम की आप हमारे जितने भी सुपर 100 हैं, हमारे रिवीजन वीडियोज़ को आप हमेशा बहुत प्यार देते ही हैं। आप लोगों ने हमेशा कॉन्सेप्ट्स के लिए, इन डेप्थ कवरेज के लिए हमारे सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। ठीक है? आई होप आप लोगों ने इनके थ्रू सारे चैप्टर्स की रिवीजन के थ्रू एफएम अपनी पूरी कंप्लीट कर ली रहेगी, है ना? बहुत अच्छी तैयारी कर ली रहेगी एंड एसएम के आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे साथ में कर लिए रहेंगे। ठीक है? अब बचते हैं सिर्फ़ एसएम के 2 चैप्टर्स, ठीक है? जो हम इस मैराथन के अंदर इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम वन शॉट में आपके एक ही मैराथन के अंदर आपके बाकी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। 1 सेकंड, ठीक है? हम लोग बाकी के 2 चैप्टर्स आपके कवर करने वाले हैं इसके अंदर। जाओ, 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 ठीक है? ये रहे आपके बाकी के 2 चैप्टर्स, ठीक है? आपका स्ट्रैटेजिक चॉइसेस एंड आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? अब बात क्या है देखो इस ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये आपके कंटिन्यूएशन में रहेंगे, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, उसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे, उसके सीक्वेंस में जाएगा, राइट? तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि पहले फर्स्ट 2 3 1 2 3 कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर आइएगा। आपके लिए बेटर रहेगा समझना, वरना डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे बात क्या रहेगी, जो 4th चैप्टर है, वो कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, 18 ही पेजेस का है, राइट? एंड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पूरे सिलेबस में, पूरे पाँचों चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको चैप्टर 4 करने में, ठीक है? बहुत ही प्रैक्टिकल एंड फन ओरिएंटेड कांसेप्चुअल टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स भी अपन साथ में बहुत करने वाले हैं, ठीक है? चैप्टर 5 जो है, ये आपको पता ही है, ठीक है? ये आपका पेन पॉइंट है, मुझे मालूम है, ठीक है? इसके अंदर देखो सबसे बड़ा चैप्टर है एक तो 32 पेज का है। स्टडी मैट में अगर आप आईसीआई का देखोगे तो वहाँ पे तो 64 पेजेस का है, मैंने तो आधा कर दिया है, ठीक है? एंड हमने बहुत ही इर्रेलेवेंट कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक का जिस्ट अच्छे तरीके से हमने रखा है, हर एग्जामिनेबल कंटेंट हमने इसमें रखा है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुक को बनाया इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 की। मतलब बाकी में भी बहुत अच्छा है ही, लेकिन चैप्टर 5 पे हमारा फोकस था कि इसके लिए हम आपको बहुत सिंप्लीफाई कर सकें। तो आप पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा इसके अंदर कि चैप्टर 5 से रिलेटिवली सर स्टडी मैट के बाद तो यहाँ से बहुत ईज़ी हो गया है, ठीक है? और इसके अंदर मुझे पता है कि इतना सारा कंटेंट है चैप्टर नंबर 5 में, बच्चा परेशान रहता है, सर इतना सारा कवर कैसे करेंगे? तो हम लोग एक पर्टिकुलर मैंने पैटर्न डिसाइड किया है इसको करने का। जब अपन उस चैप्टर के ऊपर आएँगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है हम पहले कवर कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में टुवर्ड्स द एंड जो बहुत ही रिपिटेटिव, बोरिंग सा पोर्शन है, ज़्यादा कम पूछा जाता है, उसको हम टुवर्ड्स द एंड रखेंगे, ठीक है? लेकिन चैप्टर नंबर 5 थोड़ा बड़ा है। चैप्टर 4 इंटरेस्टिंग है, जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 5 बड़ा है, इट्स लाइक 2 चैप्टर्स इन 1 चैप्टर, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा अपने को वक़्त लगेगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे चैप्टर पर डायरेक्टली जंप करने से पहले वही जो अपन ने यूजुअल अपनी परंपरा रहती है, स्टार्टिंग में एक छोटा-सा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ मैराथन को किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है? देखो सबसे पहले आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? बुक कैसे डाउनलोड करेंगे? आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, इसी के अंदर हमने ड्राइव वगैरह की लिंक भी डाल रखी है। इससे आप ये बुक जो पीडीएफ जिससे हम कवर करने वाले हैं सारा सिलेबस, ठीक है? वो हमने यहाँ पे रख रखी है पीडीएफ, ठीक है? पीडीएफ के अंदर हमने 7 मेमोरी टेक्निक्स यूज़ किए हैं, आपको पता ही है, ताकि आपके लिए मेमोराइज़ेशन ईज़ी हो जाए। ठीक है? बहुत ही अच्छी 7 मेमोरी टेक्निक्स आपके लिए मेमोराइज़ेशन ईज़ी हो जाएगा। साथ में कीवर्ड्स भी हाइलाइट कर रखे हैं एंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने बनाया हुआ है, ठीक है? इसी का स्टडी मैट के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने कहा था, गले से लगा ही लेंगे आप इसको, जब भी ही दे देंगे आप इसको, इतनी प्यारी हमने बनाई है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर 4-5 अब तो पूरी बुक रेडी है, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ खरीद भी सकते हैं वी स्मार्ट की वेबसाइट से, ठीक है? तो आप इसको एटलीस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है? एंड मेन चीज़ क्या है, इसको इसको से दोनों चैप्टर्स को कवर किस तरीके से करना है? देखो, दोनों चैप्टर्स को पहले कांसेप्चुअली समझने पे ध्यान दो। जो हम कांसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसको पूरे आँख, कान, दिमाग सब खोल के अच्छे से सुनना है, समझना है, विजुअलाइज़ करना है, फ़ील करना है।
एक-एक चीज़ को जिस तरीके से मैं फ़ील करवाना चाह रहा हूँ, वैसे उसको एकदम फ़ील करिए आप, ठीक है? एंड फ़ील करने के साथ में लॉजिक समझिए, जो मैं अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। फिर मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताऊँगा। मेमोरी टेक्निक जैसे आपने जान ली, उसके बाद एक बार वहीं पे पॉज़ करिएगा एंड वापस से मन में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप साथ में स्क्रिबल कर लो, एक साथ में रफ कॉपी रखो। जैसे ही आपने मेरे साथ में पॉइंट्स, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई, इमीडिएटली पॉइंट्स एक बार मन में रिकॉल करके वहीं पे आपने स्क्रिबल कर लिया। स्क्रिबल क्या करना है आपको, जो रेड रेड की कीवर्ड्स हैं, वो मैंने आपको बताया था, रेड रेड के जो कीवर्ड्स हैं उनको रिकॉल करेंगे आप, उससे आपको पूरा पॉइंट याद आ जाएगा। तो आप उनको स्क्रिबल करते चलिए, तो उससे आपका साथ साथ याद भी होता जाएगा, ठीक है? कंसेप्चुअली समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था, लेकिन साथ में याद भी करना है। तो कॉन्सेप्चुअली तो अपन समझ ही रहे हैं साथ में, ठीक है? लेकिन याद करने का मेमोरी टेक्निक हम आपको बताएंगे, जो आपको पता ही है। लगभग 7 पूरी बुक के अंदर मेमोरी टेक्निक्स हमने यूज कर, जिसके लिए आपके लिए ईजी हो जाए याद रख पाना इसको, ठीक है? तो वैसा हमने इसके अंदर किया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से मेमोरी टेक्निक्स को यूज करिए, आपको अच्छे से रिटेन होगा, ठीक है? और ज्यादा कोई आपको पता ही, 95 पेजेस के अंदर ही पांचों चैप्टर निपटा दिए हमने, ठीक है? अगर हम यहाँ पे टोटल मारेंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स का 97 बनेगा, सारे पांचों चैप्टर्स का। बाकी आगे पीछे के जो पीडीएफ में आपको पेजेस दिखेंगे, इंडेक्स वगैरह है, माइंड मैप्स हैं, रिजल्ट वगैरह लगा है, उससे थोड़े से पेज बढ़ गए हैं, लेकिन चैप्टर्स के कंटेंट 97 पेजेस का ही है, ठीक है? इसके में एंड में हमने 6 पेजेस स्क्रिबल रिवीजन के भी रखे हैं। अगर आप स्क्रिबल करना चाहें तो लास्ट के 6 पेजेस के अंदर खुद से लिख के स्क्रिबल करके याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम डे पे भी बहुत काम आएगा। जो आप स्क्रिबल कर रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम डे के लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों। और साथ साथ चैप्टर पे डायरेक्टली जंप करने से पहले, जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाए, आप लोग मुझे कमेंट में बताते जाना कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, या कोई भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगे, ठीक है, जो आपको बहुत इजी हो जा रहा है, इससे पढ़ने के बाद कोई लॉजिक ऐसा लगा हो जो आपको एकदम ही चमक गया हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, जिससे आपके लिए भी रिकॉल हो जाए, मुझे भी मालूम पड़े कि भाई ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में एकदम एक्टिव रहिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाते रहिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको पता ही है एफएमएसएम के लिए ये चैनल आपकी गोल्ड माइन होने वाला है, ठीक है? हम लोग साथ में एफएम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसमें अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यारा रिजल्ट दिया है दोस्तों। अब साथ में हम लोग पूरे 100 मार्क्स की एसएम की तैयारी भी, एफएम एसएम दोनों की तैयारी अब साथ में करने वाले हैं। तो नाउ देयर इज नो रीजन कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है? तो वुड डेफिनेटली लव टू सी यू इन आवर पोस्टर्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। तो बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़िएगा, लॉजिक समझिएगा, मेमोराइज करिएगा, ठीक है? एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरी दुआ रहेगी दोस्तों, जो भी बच्चा शिद्दत से वीडियो को देख रहा है, लाइक करके अटेंडेंस लगा के जा रहा है, ठीक है, उसके एग्जामिनर जिसको चेक करने वाला हो एसएम की कॉपी, उसका अपनी बीवी वगैरह से झगड़ा ना हुआ हो, ताकि दिल खोल के मार्क्स मिले आपको, ठीक है? चलो, तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। हाँ, एक और चीज़, जैसे ही आपका एफएमएसएम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए भी मिलने वाले हैं, ठीक है? हर टाइम अपना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहता है। मई वाला आई होप आप लोगों ने दिया रहेगा, अब सितंबर के लिए हम लोग मिलने वाले हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि हमारा जो पेपर रहता है वो आईसीएसई से हम लोग एक लेवल ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करिएगा राइटिंग के अंदर, ठीक है? चलो, चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं बता दूँ, पूरे सिलेबस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये वाला है, ठीक है? एंड दिस इज द चैप्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर जो जो स्ट्रैटेजीज पढ़ी जाती हैं, फॉलो करी जाती हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। दिस विल बी मोस्ट रेलिवेंट चैप्टर फॉर योर, अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बीसीजी, 1.5 लाख का स्टाइपेंड याद है ना, वहाँ जाना चाहता है, दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर करने क्या वाले, देखो अभी तक समझो हम लोगों ने क्या क्या किया है। देखो, अपन ने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 में, जब अपन आए थे चैप्टर नंबर 1 में अपन ने क्या किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस सिखाया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर देता हूँ आपको, ठीक है? अपन ने पूरा प्रोसेस देखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? कहीं पे भी जाने से पहले सबसे पहले अपनी बनाते हैं। देन अपन ने बात की थी कि इसके लिए अपन करते हैं एनवायरमेंट एनालिसिस, ठीक है? कि सोच तो लिया कि अचीव क्या करना है, अब उसके पहले एनवायरमेंट का एनालिसिस करो, क्योंकि उसके बेस पे अपनी स्ट्रैटेजीज बनेगी। तो अपने को एनवायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। इसको अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जिसके अंदर अपना पहले अपन ने एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस पढ़ा, देन अपन ने चैप्टर नंबर 3 में गए, वहां पे अपन ने इंटरनल वाला पढ़ा, ठीक है? देन आपको ध्यान है, इंटरनल के एंड से ही अपन ने स्ट्रैटेजीज चूज करना, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी वो चूज करना स्टार्ट कर दिया था। कौन सी पढ़ी थी अपन ने, जेनरिक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी पोर्टर पॉटर की, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, देन फोकस। वो क्या थी, हम स्ट्रैटेजी चूज करना स्टार्ट कर चुके हैं कि अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है, उनमें से वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ताकि अपन उनमें से सही वाले चूज कर सके। तो वहां से आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो चुका था, जो क्या था, क्रिएटिंग क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। तो एटलीस्ट आप स्ट्रैटेजीज
कौन-कौन सी होती हैं वो पढ़ना समझ चुके थे, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे लिए राइट स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी होगी। अब उसी का कंटिन्यूएशन चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 में भी आप यही पढ़ने वाले हो कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अलग-अलग तरीके की, जिसमें से आप वो पढ़ोगे तो ऑब्वियसली स अलग-अलग स्ट्रैटेजी पढ़ोगे तो तभी तो चूज़ करोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे लेनी है। तो वो इसी डायरेक्शन में आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है? क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। देन आपका चैप्टर नंबर 5 जो आएगा, वो बची हुई के ऊपर आ जाएगा, अच्छा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कैसे करनी है, देन मेजर एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस कैसे करना है, वो आपका चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। तो चैप्टर 4 इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज़ में आप और टाइप की स्ट्रैटेजी पढ़ोगे। ठीक है? थोड़ा-सा इन्होंने बाइफरकेशन सही से नहीं रखा, एक स्टेप के ऊपर एक चैप्टर रख लेते तो बेटर रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं? आईसीआई इज़ माई-बाप, जो बोलेगा करना पड़ेगा। ठीक है? चलो अपन बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर क्या करने वाला है ये लोग, सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन सी टाइप की स्ट्रैटेजीज़ होती है। ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़। ठीक है? अभी ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन दे रखा है ना, ये समझना, ये पूरा चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं, उसका एक तरीके से समराइज़्ड व्यू है। तो अभी अपने को पूरा समझने का नीड नहीं है, अपन पहले एक-एक टॉपिक समझेंगे, उसके बाद समराइज़्ड फॉर्म अपने आप अपने समझ में आ जाएगा। तो इसमें जितना रेलेवेंट है अपने चैप्टर स्टार्ट करने में, आपको वो समझा देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले बोलता है स्ट्रैटेजी कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस, कि आप कौन से लेवल के ऊपर बना रहे हो। ठीक है? अपन ने बात करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं। ठीक है? कौन से? चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था। कौन-कौन से लेवल होते हैं बताओ? कॉर्पोरेट लेवल, बिज़नेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ये मैंने आपको किससे बताया था? मैंने मेरी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था पूरा। ठीक है? आदित्य बिरला ग्रुप का। मैंने आपको बताया था कि ऊपर कॉर्पोरेट लेवल होता है, हेड ऑफिस, जहाँ पे पूरे पूरे ओवरऑल ग्रुप की डायरेक्शन डिसाइड होती है कि कौन से बिज़नेस में जाना है, कौन से बिज़नेस में नहीं जाना है, कौन से बिज़नेस से पैसा विथड्रॉ करना है, कौन से बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल कंपनी की डायरेक्शन कैसी होगी वो बात हो रही थी, जिसके अपन ने यहाँ पे रोल भी पढ़े थे कि क्या-क्या करते हैं ये लोग। ठीक है? यहाँ पे मैनेजिंग द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, डिटरमाइनिंग व्हाट बिज़नेस इट शुड बी इन, देन उसमें एलोकेट करना रिसोर्सेज़ की कौन से बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये सब कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा था। तो पहला लेवल होता है कॉर्पोरेट लेवल, जिसमें आप ओवरऑल डायरेक्शन डिसाइड करते हो कंपनी की। देन उसके बाद आप बिज़नेस लेवल के ऊपर आ जाते हो, जिसमें अलग-अलग बिज़नेस यहाँ पे डिविजन्स की, जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड टर्म पढ़ा था एसबीयू, ध्यान है ना? कि अलग-अलग बिज़नेस, जिसको अपन एसबीयू भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट, ये अलग-अलग डिविजन्स की क्या-क्या स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है? जैसे अपन ने बात करी थी कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक फैशन बिज़नेस है। ठीक है? पेंट्स बिज़नेस है, सीमेंट बिज़नेस है, स्टील बिज़नेस है। ठीक है? आईपीएल उनका भी एक बिज़नेस है। हर बिज़नेस के अंदर क्या-क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो बिज़नेस लेवल के ऊपर डिसाइड होगी। यहाँ पे बिज़नेस लेवल मैनेजर आ जाएँगे। वो दूसरा लेवल हो गया। उसमें पर्टिकुलर बिज़नेस की बात हो रही है, ओवरऑल कंपनी की बात नहीं हो रही है। देन उसके अंदर हर हर डिवीज़न के अंदर बिज़नेस फंक्शंस होते हैं। हर डिवीज़न के अंदर कौन-कौन से फंक्शन अपन ने बात करी थी कि एक डिवीज़न के अंदर एचआर फंक्शन भी होगा, उसी के अंदर फाइनेंस भी होगा, उसी के अंदर मार्केटिंग भी होगा। अलग-अलग फंक्शन होंगे हर डिवीज़न के अंदर। ध्यान आ रहा है? तो अब अलग-अलग फंक्शन जो हैं, वो भी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे। जैसे ऊपर वाले ने बोला, बिज़नेस वाले ने, पेंट बिज़नेस वाले ने, पेंट बिज़नेस के बिज़नेस मैनेजर ने बोला कि हमें सेल बढ़ानी है पेंट्स की। तो अब वो पास ऑन हो जाएगी सेल्स फंक्शन को, कि भाई सेल्स कैसे बढ़ानी है? सोचो, सोचो। मार्केटिंग को पास ऑन हो जाएगी, कैसे एक्स्ट्रा कस्टमर्स लेके आने हैं। तो वो रिस्पेक्टिव फंक्शन्स अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी हायर डिज़ाइन करेंगे। वो लोग बोलेंगे अच्छा हमें तो भाई ज़्यादा लोग चाहिए, तो फिर एचआर के पास जाएगी, भाई ज़्यादा ज़्यादा लोग हायर करके लेके आओ। तो अलग-अलग फंक्शन अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे। ओवरऑल जो अपना ऑब्जेक्टिव था, जो ऊपर से पास ऑन होता आ रहा है, उसको अचीव करने के लिए। तो 3 लेवल हो गए। ठीक है? वो अपन ने पढ़ा है, मैं आपको बस बेसिकली समराइज़ कर रहा हूँ। ये 3 लेवल बता रहे हैं, लेवल ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जो क्या करता है, ओवरऑल डायरेक्शन देता है कंपनी को। देन बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी, जो क्या बनती है, हर एक एसबीयू के लिए अलग-अलग बनती है, कि यहाँ पे भी क्या होगा ओवरऑल। ठीक है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंप्लीमेंट करने में कॉर्पोरेट बिज़नेस स्ट्रैटेजी, जो मैंने बात करी थी। ठीक है? कैसे अलग अपनी-अपनी फंक्शन की स्ट्रैटेजी बना के, कैसे कि मार्केटिंग की क्या होगी, फाइनेंस की क्या होगी, एचआर की क्या होगी, ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अलग-अलग की क्या-क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है? अब मुझे एक सोच के बताना है यहाँ पे, जो अपन ने पढ़ा था ना, पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़, कौन-कौन सी थी? कॉस्ट डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। वो किस में फॉल करेगी? क्या वो कॉर्पोरेट लेवल में आएगी, क्या वो बिज़नेस लेवल में आएगी? वो आएगी इसमें नहीं, बिज़नेस लेवल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बिज़नेस की बात हो रही है। मुझे एक बात बताओ, आदित्य बिरला ग्रुप अगर बनाएगा, तो उसे कॉस्ट लीडर बनना है कि डिफरेंशिएशन करना है? वो अलग-अलग बिज़नेस के लिए अलग-अलग डिसीजन होगा ना। पेंट के लिए अलग डिसीजन लेगा, स्टील के लिए अलग डिसीजन लेगा, ठीक है? फैशन के लिए अलग डिसीजन लेगा कि फैशन में तो हम प्रीमियम में जाएँगे, फैशन के अंदर वो प्रीमियम में जाता है। उनके सारे कपड़े प्रीमियम, मतलब ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का ही पहन रखा है मैंने तो उनका ये ब्लेज़र, ठीक है? ब्लेज़र शर्ट आदित्य बिरला ग्रुप की है। तो ये वो लोग प्रीमियम रेंज में जाते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? कि फॉर्मल्स प्रीमियम रेंज में। एंड जो उनका सी पेंट बिज़नेस है, उसमें वो लोग थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट लीडरशिप में जाते हैं कि हमारी प्राइस जो होगी एशियन पेंट्स वगैरह से कम होगी। अलग-अलग बिज़नेस के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई ना, तो वो जो स्ट्रैटेजीज़ थी, वो बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी थी। इस चैप्टर में आपका फोकस किसके ऊपर होगा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि ओवरऑल बिज़नेस की डायरेक्शन
किस बिजनेस पे जाएंगे, किस बिजनेस में नहीं जाएंगे, वो सब अपन यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे अपन, मैं आपको समझा दूंगा, पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आपको समराइजेशन फॉर्म में अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी एक एक को नहीं, एक एक को करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समराइजेशन है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज इस चैप्टर का बेसिक पर्पस है। तो अगला टॉपिक वही है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है, उसको और नाम दिया गया कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को। आप ग्रैंड स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो क्योंकि ग्रैंड होती है, ऊपर लेवल पे बनती है, एंड डायरेक्शनल स्ट्रेटजी क्योंकि कंपनी को डायरेक्शन देती है। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 4 टाइप की होती है। ठीक है, चारों का मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा, इन चारों के डेफिनेशन पढ़ लेंगे। पहला स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? संतुलन बना के रखना है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, छेड़छाड़ी नहीं। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं, बस उसको मेंटेन करना है, स्टेबल रहना है। दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ज्यादा कुछ नया नहीं, ज्यादा कुछ मस्ती नहीं, ज्यादा कुछ रिस्की नहीं, चलने दो प्लेन तरीके से, वो स्टेबिलिटी है। ठीक है, ग्रोथ एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अरे पूरा एडवेंचरस, ग्रो करना है, तेजी से ग्रो करना है, तेजी से एक्सपैंड करना है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है समझना। स्टेबिलिटी ग्रोथ के अंदर आप चाहते हो कि मुझे बहुत तगड़ी ग्रोथ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस साल लेट्स से आपने बोला 1 लाख मैंने यूनिट सेल करी, मैं चाहता हूं अगले साल सीधा ये बढ़ के 1-1.5 लाख हो जाए। क्या है? ग्रोथ नहीं है? अग्रेसिव ग्रोथ, 50% ग्रोथ चाहिए तो आप सोचो कितना अग्रेसिव करना पड़ेगा आपको। दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका 1 लाख है और आप बोल रहे हो कि नहीं जैसे जैसे चल रहा है चलने दो, इसको बस अपन 1 लाख 2 तक ले जाएंगे, बहुत है। 1 लाख 2 तक ले जाएंगे, बहुत है। 1 लाख 2 तक पहुंच गए, बहुत है। 1 लाख भी रहा तो भी ठीक है। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ नहीं चाह रहे हो, जैसा चलना है चलने दो। 2,000 तो ऐसे ही बढ़ जाती है, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी करके भी 2,000 तो ऐसे ही बढ़ जाएगी यूनिट्स। दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जैसा चलो ऐसा चलने दो। तो यहां तक पहुंचने के लिए बहुत अग्रेसिवली कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो क्रेजी लेवल करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा हो पाएगा, वरना तो होगा नहीं है। तो ये ग्रोथ है, ये स्टेबिलिटी है। इसके डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? अभी एक एक के ऊपर अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक के ऊपर पूरा अपन बहुत डिटेल में बहस करेंगे। मैं भी आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब है पैसा वापस खींच लेना। यहां तो आप जैसा चल रहा है चलने दो, यहां ग्रो करो, यहां पे पैसा निकालो यार, डिस डाइवेस्टमेंट करो, इस बिजनेस में से पैसा निकालो, विड्रॉ करो यहां से, क्योंकि सही नहीं जा रहा है ये, विड्रॉ करो। कॉम्बिनेशन मतलब इनका कॉम्बिनेशन फॉलो करना, किसी में ये किसी बिजनेस में ये करो, किसी बिजनेस में ये करो, किसी बिजनेस में ये करो। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, बस इन्होंने जोड़ने के लिए जोड़ दिया। इनको लगा कि जब 3 अच्छे नहीं दिख रहे, चौथा जोड़ देते हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला था, इन्होंने चौथा जोड़ दिया। जबकि क्या सेंस है भाई? ऑब्वियसली वो कंपनी डिसाइड करेगी ना ऊपर लेवल बैठ के कि किसके अंदर हम ये करेंगे, किसके अंदर हम ये करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल पे डिसीजन होगा वो। तुम कॉम्बिनेशन क्यों निकाल के आ रहे हो? तो तुम्हें अक्कल है कि हाँ ये अलग अलग करेगी कंपनी। ठीक है, चलो तो अभी अपन एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के अंदर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे कंपनी कुछ नया रिस्की नहीं करने वाली, वो जो जो कर रही है वैसा वैसा करती चलेगी। जैसे सपोज करो जोमेटो या फिर ब्लिंकिट पकड़ लो। ब्लिंकिट जो है वो मान लो कि वो सारे जितने शहरों में पहुंचना था पहुंच चुका है, जितने शहरों में उसको खोलने थे स्टोर उसने खोल लिए। उसके बाद वो स्टेबिलिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अब उसको है ही नहीं, अब वो अब नए सिटीज में जा ही नहीं सकता, ज्यादा अच्छे सिटीज बचे ही नहीं है, जिनमें पहुंचना था पहुंच चुका। ऐसा हुआ नहीं है, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं मैं आपको, हुआ नहीं है अभी, तो वो बहुत अग्रेसिव एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन सोचो आज से 10 साल बाद तक, जब वो सब सिटीज में, जितने उसको सिटीज में जाना होगा, मेजर सिटीज में, टीयर 2 में, मेट्रो में, सब में पहुंच चुका होगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने करंट बिजनेस के साथ में रहना पड़ेगा कि मेरा यही बिजनेस है, मैं इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा नए मार्केट में जा नहीं सकता हूँ। इसमें कंपनी क्या करेगी? द फर्म स्टेस विद इट करंट बिजनेसेस। जो मेरा बिजनेस है उसी के अंदर रहूंगी मैं, जो मेरे मार्केट्स हैं करंट वाले मार्केट्स, यानी ज्योग्राफी समझ लो आप, उन्हीं के अंदर रहना है मुझे। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट को मुझे मेंटेन करते रहना, मतलब आप सब सिटीज में पहुंच गए, अब हर सिटी के अंदर से आप सेल कर ही जा रहे हो, तो जितना आप अभी कमा रहे हो उतना आप हर साल कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, ज्यादा कुछ चेंज थोड़ी आएगा। ठीक है, जब आप नई सिटीज में जाते जा रहे हो, जैसे अभी वो जा रही है, तो हर साल तगड़ी तगड़ी ग्रोथ होती जा रही है, क्योंकि नए नए स्टोर्स ऐड होते जा रहे हैं। एक बार पहुंच गए, उसके बाद जितना होना था हो गया। अभी हर स्टोर में से जितना जितना आना है वो हर साल आएगा, तो जितना आप कमा रहे हो उतना कमाते रहोगे हर बार, स्टेबल है वो। तो आपका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट मेंटेन रहेगा, जितना भी एफर्ट दे रहे हैं उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा। एंड इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। कंपनी सेटिस्फाइड इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। इंक्रीमेंटल मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी, जैसे 1% आ गई ग्रोथ, 2% आ गई। ऑब्वियसली अगर आप नया स्टोर नहीं खोल रहे हो तो आपकी 1-2% ही ग्रोथ आएगी, तो ज्यादा नहीं आएगी। डी मार्ट के साथ में ये हो रहा है, डी मार्ट के साथ में एक्चुअल में भी ये हो रहा है कि वो उसके बाद इतनी कम ही ग्रोथ आती है, ज्यादा ग्रोथ उसके पास आ नहीं पा रही चलो उसमें दूसरी डेप्थ में जाएंगे नहीं अभी अपन। ठीक है, तो 1-2 थोड़ी बहुत ग्रोथ से आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कर चुके हो इस पर्टिकुलर बिजनेस में और स्कोप नहीं बचा है। ठीक है, अब सपोज करो क्विक कॉमर्स को हर सिटी में लेके चले गए वो, ठीक है, रिटेल स्टोर्स को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग?
और कहाँ से लेके आएंगे नए लोग, नई सेल्स? तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ ही आएगी ना उसके बाद तो। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जो ब्लिंकिट अभी कर रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे कंपनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहती है अपने करंट बिजनेस के अंदर? सिग्निफिकेंट, इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ चाहिए। उसके लिए वो क्या करेगी? नए बिजनेस में एंट्री मारेगी, नए बिजनेस में एंट्री मारेगी, नए बिजनेस में भी एंट्री मार सकती है, नए मार्केट्स में भी एंट्री मार सकती है। उसके अलग अलग डायनामिक्स हैं एक्सपेंशन के, ठीक है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंशन इज वेरी, इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो सब टाइप्स बहुत सारे हैं, ओपन पढ़ने के बाद आपको डेफिनेशन ज्यादा सेंस बनाएगी, अभी आपको सेंस नहीं बनाएगी डेफिनेशन। ठीक है, रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब है यहां से कंपनी रिट्रेंच कर लेती है कुछ ऑफ द रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटीज, यानी उनमें से पैसा विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, ड्रॉप्स द बिजनेसेस थ्रू सेल आउट और लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेशन यानी कंपनी एक तरीके से बिजनेस बंद कर दिया। कॉम्बिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशन करती है इन सबका, डिपेंडिंग ऑन कौन से बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पूरी क्लियर पिक्चर नहीं आई है, समझ में आता है, चलता है, कोई तकलीफ नहीं है। अभी अपन एक एक को अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो आपकी ग्रोथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हैवी डिस्कशन इसी के अंदर होगा अपना, मतलब ज्यादा लंबा डिस्कशन। स्टेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, छोटा सा है। ठीक है, स्टेबिलिटी के अंदर कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने करंट बिजनेसेस को मेंटेन करेगी, मार्केट्स को मेंटेन करेगी, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट को मेंटेन करेगी, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फाइड है। एग्जांपल दूं, कौन कंपनी अभी ऐसा कर रही है? कौन करते? चाय और, चाय के साथ में चाय और कुछ आता है ना, चाय और पनवाड़ी की दुकान पे जो बिकता है, हाँ, वही वही कंपनी जो कॉपी भी बनाती है, पेन भी बनाती है। क्लासमेट, क्लासमेट की बात कर रहा हूँ, उसकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? सबसे ज्यादा मेजोरिटी आईटीसी की बात कर रहा हूँ, आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड का ही क्लासमेट है। इसमें वो रजिस्टर बनाती है, पेन बनाती है, कॉपी बनाती है। एंड उनका एक और टबैको डिवीजन भी है, जिसके अंदर वही सब गोल्ड फ्लेक, विल्स कट, सर आपको नाम पता है क्या? अरे रिसर्च करी भाई, ऐसे थोड़ी, मेरे को नहीं पता बट एक दो नाम मेरे को मालूम है बस। ठीक है, तो ये टोबैको डिवीजन के अंदर वो ये सब बनाती है। ठीक है, तो अब टोबैको डिवीजन के अंदर बेसिकली जो उसका टोबैको डिवीजन है, पर्टिकुलरली टोबैको डिवीजन की जब बात करी, तो आईटीसी की जब मैनेजमेंट बैठेगी तो उनको पता है टोबैको डिवीजन ना एक तरीके से स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। क्यों? उनके पास ऑलरेडी 85, मतलब 85 to 80% मार्केट शेयर इसका इनके पास ही है। 80 to 85% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, कर लिए। अभी अभी अब नए नए लोग कहां से लेके आओगे ये करने वाले? ठीक है, मतलब हो गया ना, जो लोग फूकते हैं उनको आप ही बेच रहे हो 85-80%। ठीक है, अभी आप पूरे देश में तो आप ही का बिकता है। अभी ऐसे कौन से लोग बचे जिनको आपको और चाहिए कि और फूके? नहीं है ना, उल्टा कम हो रहा है, उल्टा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उल्टा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो अभी आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप ऑलरेडी मार्केट लीडर बन चुके हो। अभी आपको बस क्या करना है कि हाँ भाई, हमने ऑलरेडी बहुत तगड़ी पोजीशन बना ली है, अब बस इसी को मेंटेन करना है। ज्यादा कुछ और नया नहीं करेंगे, इसी को मेंटेन करना है। हर साल थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ग्रो करेगी, पॉपुलेशन थोड़ी बहुत ग्रो करेगी तो नए नए आएंगे। क्या बोलूं मैं इसके चलो, मैं यही बोलूंगा, समझ जाओगे ना तुम इससे, मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, वरना पता नहीं सब टाइटल में कुछ और आ गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इनका इनका बेसिकली वही बात है कि थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत आपके एक्स्ट्रा कस्टमर हर साल थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तो जहां आप लेट्स से एक साल में आपने, मैं बहुत रैंडम नंबर है, उससे ज़्यादा ही बिकती होगी, ठीक है, थोड़ा हैवी नंबर पकड़ते हैं, लेट्स से आपने एक साल में बोला कि इस साल हमने 200 करोड़ बेची, पैकेट्स बेचे, ठीक है, अगले साल ठीक है ज़्यादा नहीं, 202 बेचती है, 203 बेचती है, क्योंकि किसी ने ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ट्रेंड, थोड़ा बहुत चेंज तो आता रहता है, थोड़ी बहुत नई पॉपुलेशन आती जाएगी, तो इतना बहुत बढ़ता जाएगा। लेकिन आपने सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा, वैसे नहीं बोले कि 200 करोड़ बेचे तो अगले साल सीधा 250 करोड़ बेचेंगे। अरे भाई नहीं कर सकते इतना, मैक्सिमम शेयर आप ही के पास है। नए कस्टमर्स कहाँ से लेके आओगे आप? और सब लोग देश में जो फूकने वाले थे वो आपके पास ही हैं, और थोड़ी नए पुकारी आप लेके आओगे अपने पास। ठीक है, ब्लिंकिट के साथ में देखो तो वैसा नहीं है। क्यों नहीं उसके साथ में, ब्लिंकिट के साथ में वैसा? अरे भाई पहुंचा ही नहीं देश देश में तो अभी तक वो। मेट्रो सिटीज में है, ठीक है, टीयर 1 सिटीज में है, टीयर 2 में भी जा रहा है, पहुंचा ही नहीं है, बहुत सारा ग्रोथ बाकी है उसके पास। तो वही देखो आपकी कंपनी कितना अक्वायर कर चुकी है, जो इतना कर चुकी है तो स्टेबल ही होगी ना, बोलेगी भाई जितना करना था कर लिया, अब इसको इसको मेंटेन करो, संतुलन बने रहना चाहिए। तो बस वो करंट बिजनेस के साथ में खुश है, आईटीसी का टबैको डिवीजन, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट के साथ में खुश है, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट मेंटेन किया हुआ है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ से खुश है। ठीक है, अब इसका हेल्प, इट हेल्प्स टू क्या? इट हेल्प्स टू क्या?
क्या अचीव करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सीईओ इको, ठीक है। देखो इसको कैसे कैसे समझोगे कि ये निमोनिक किसी का है। देखो गाड़ी में भी एक इकोनॉमी मोड होता है जिसके अंदर पेट्रोल कम जलाती है गाड़ी, एसी में भी एक इकोनॉमी मोड होता है, उसमें बिजली कम जलाती है गाड़ी, ठीक है। बिजली कम जलाता है, कम लेता है एसी, ठीक है। तो वो इको मोड होता है कि जैसा चल रहा है ज्यादा ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा बिजली नहीं खाएंगे। वैसे ही जो कंपनी को स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, उसका जो सीईओ होगा वो भी इको मोड पे आ जाएगा ना, इको मोड पे आ जाएगा ना, कि ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं करना, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट चलते रहने का है, ठीक है। तो सीईओ गोज ऑन इको मोड, ये इससे आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा। पहले सी से क्या आएगा, कंटिन्यू इन द चोजन बिजनेस पाथ, ठीक है। आपको हेल्प करता है कंटिन्यू करने में चोजन बिजनेस पाथ के अंदर, इसी में कंटिन्यू रखो, इसी में फोकस रखो। दूसरा ई से क्या आएगा, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, आपके कुछ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेंथ है, उन्हीं को सेफगार्ड करो, ज्यादा चुल मत करो कि ये भी करेंगे, भाई है तुम्हारे पास ऑलरेडी, लेने के देने ना पड़ जाए, कुछ नया करके रिस्की हो जाएगा ना। भाई तुम सोचो किसी के पास 80% शेयर ऑलरेडी है, तुमने कोई तो एक ऐड निकाल दी नई सी कि दिस इज कूल, नए कस्टमर्स लेके, पहले होती थी, अभी भी होती है मूवीज के अंदर कि दिस इज कूल, करता ही है ना ऐड। कुछ तो उन्होंने निकाल दिया, गंदा बैकलेश आ गया, भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो हमारे नौजवानों को, बैकलेश आ गया, जो पीने वाले तो वो भी पीना बंद कर दिया, तो फिर सोचो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो बोलेंगे भाई जैसे चल रहा है चलने दो, ज्यादा मार्केटिंग यहाँ नहीं हो सकती, तो रिस्की हो जाएगा। तो सेफ गार्ड करो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ को, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ को। भाई ये सब जो मूवी के अंदर शॉर्ट्स होते हैं ना, कभी कभी तो ब्रांड भी दिखा देते हैं कौन से ब्रांड का है, क्योंकि ये पैसा मिलता है उन लोगों को, ठीक है। और हमेशा देखना मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाता है जो फूक रहा है भाई, वो अलग ही माचो आदमी, अलग ही ऑरा है उसका भाई का, रॉकी भाई। पूरे वो बैरल जला दी पूरी वो गन की बैरल जला दी, उसमें जाके भाई अलग ही जलाया उन्होंने, लाइट अप करी भाई साहब। चलो छोड़ो, तो ऐसे इस टाइप से मार्केटिंग होती है इनकी। चलो ये एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन ओ से क्या है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उन्हीं को परस्यू करना है अपने को, ठीक है। आपके जो परस्यू वेल एस्टेब्लिश एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने ऑलरेडी टेस्ट कर रखे हैं, एस्टेब्लिश है, हमेशा यही कर रहे हैं, उन्हीं को अचीव करना है आपको, नया कुछ नहीं करना है कि हर बार नए ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ओ हो गया। देन आपका ईसीओ से क्या होगा, नेक्स्ट ई से आपका है एफिशिएंसी, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन करनी सस्टेन बेसिस के ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो आपने मैक्सिमम मार्केट शेयर अचीव कर लिया, अभी आप सेल ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, तो आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट कम करोगे, कि थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कम करते जाओ, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब उस, छोड़ो मैं ज्यादा जाऊंगा तो तुम लोग, सर आपको कितनी नॉलेज कैसे मेरे को नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे मुझे पता है, छोड़ो रहने दो। तो वो बेसिकली ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे सस्टेन बेसिस के ऊपर। भाई मैं नहीं करता हूँ ना आज तक नहीं करी, ठीक है। मेरे को जज मत करो, मेरे को बस पता है, मेरे को सारे बिजनेस के बारे में पता है, नॉलेज थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है ना बिजनेस में जब जाते हो तो हर चीज की। तो ये ई हो गया। देन ओ, ठीक है, ये ई हो गया। देन सी, सी से क्या है, कमांडिंग पोजीशन। क्या, आपने ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन अचीव कर ली है, आपने ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन अचीव कर ली है, अब उसको कंसोलिडेट करो, मतलब समेटो, ठीक है। उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाओ, उसी के अंदर उसको बिखरने मत दो, समेटे रखो उसको, वो कंसोलिडेट करने में आपको बस हेल्प करेगा ये, ठीक है। वही कमांडिंग पोजीशन ही है, 80-85% है शेयर, और क्या करना है तुमको भाई, सब कोई तुम चाहते हो कि तुम्हारी पिए क्या, मतलब थोड़ी ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज रिटर्न्स, आपने ऑलरेडी रिसोर्सेज डाल रखे हैं, प्लांट वगैरह सब डाल दिया है आपने, फैक्ट्री वगैरह सब डाल दी है इसकी, अभी उसी के ऊपर रिटर्न्स एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करो, ऑप्टिमाइज करो रिटर्न्स, रिटर्न्स हल्के हल्के बढ़ाओ। अभी आपका 12% आरओसी था, इतना होता नहीं ऐसे, लेकिन ठीक है 13% पे लेके चल जाओ, 14% पे लेके चल जाओ। आरओसी वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस ना, किसी में 20% इज बेंचमार्क, किसी में 10% इज बेंचमार्क, तो वेरी करता है। 12, 13 से 14 पे ले जाओ, तो रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, कैसे, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कम करो, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग करो, वैसा करके, ठीक है। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी थी बेसिकली, ठीक है, मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इसके बाद इसी को घुमा फिरा के इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक बना दिया, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये मीनिंग एंड एडवांटेज तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है क्या स्टेबिलिटी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटजी, ये इंपॉर्टेंट है ना, बीच वाला मैं बाद में आता हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या स्टेबिलिटी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटजी, क्या स्टेबिलिटी का मतलब है कि हम कुछ ही नहीं करें, हाथ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, अरे बाबा ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद का मार्केट शेयर मेंटेन करना भी इज अ एफर्ट टेकिंग टास्क। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये 80% शेयर जो आपने बना रखा है, कॉम्पिटिटर नहीं लेके चल जाएगा आपका, है ना। तो ये रोकने के लिए भी तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा ना, तो इट इज नॉट कि इट इज डू नथिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसको आंसर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 3 पॉइंट किसके, ये
जो भी अपन पढ़ेंगे क्या, कि आप ये फर्म कब परस्यू करती है, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसके 4 पॉइंट्स आपको पहले यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि देखा, हमने बता दिया ना। अब उसके बाद आप लिखोगे ये देखो, रिटेनिंग करंट मार्केट शेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि आपको डील करना पड़ता है डायनेमिक इन्वायरमेंट से। भाई कॉम्पिटिटर भी डायनेमिक है, गवर्नमेंट डायनेमिक है। भाई गवर्नमेंट ने एक बार, आपको मालूम है वो एक बार हुआ था कि जीएसटी बढ़ा दिया था इसके ऊपर, बढ़ा दिया था जीएसटी एकदम से। ठीक है, तो भाई शेयर क्रैश किया था उसका उस दिन, आईटीसी का क्रैश किया था, मतलब नीचे गिरा था। ठीक है, शेयर नीचे गिरा था उसका, क्योंकि जीएसटी वगैरह कुछ बढ़ा दिया था इसके ऊपर। तो आपको डायनामिक इन्वायरमेंट से डील करना है भाई। गवर्नमेंट है आपके पास, प्रेशर ग्रुप्स हैं, एनजीओ आ जाएंगे कि भाई आप बहुत सही से ऐड नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी आप हमारे 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 जवानों को, हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हो, वैसा वैसा करके। ठीक है, कॉम्पिटिटर आ जाएगा, तो आपको डायनामिक एंड वॉलेटाइल एनवायरमेंट से टैकल। भाई मैं उनके फेवर में नहीं हूँ मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बिजनेस समझाने के लिए मेरे को आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना पड़ेगा ना। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ देम। ठीक है, चलो। ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझाना पड़ेगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट वो मेंटेन करना भी। हेंस इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटजी। देखो इतना ही लिख देते तो आंसर खत्म हो जाता, लेकिन उसमें फिर 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए ऐसे ही पहले क्या करेगा, ये 4 पॉइंट लिखेगा, उसके बाद ही लिखेगा, जबकि आंसर इतने में खत्म था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये 4 पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, क्या कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कब परस्यू करनी चाहिए कंपनी को, व्हेन इट इज मीनिंगफुल। ठीक है, कब करनी चाहिए, ये आप कैसे याद रखोगे, इसको याद करने का तरीका है कि स्टेबिलिटी अपन तब तब मेंटेन कर, तब फॉलो करना चाहेंगे जब हम क्या करेंगे, हम सेम स्टेज के ऊपर अपने शेयर को कंसोलिडेट करना चाहेंगे। मार्केट शेयर समझते हो ना, कि पूरे मार्केट में जितनी जितनी बिक रही है ये, उसका 80% मेरी ही बिक रही है, दैट इज मार्केट शेयर, है ना। मैं सेम स्टेज के ऊपर रह के अपने शेयर को कंसोलिडेट करना चाहता हूं। ये 4 पॉइंट आपके निकल के देंगे। कंसोलिडेट नहीं समझना चाहो तो इसकी जगह पे एक्सपेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम स्टेट शेयर कंसोलिडेट, ये आप तब फॉलो करोगे। सबसे पहला सेम क्या है, सेम से आपको निकल के आएगा कि आप सेम मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट सेल करोगे, नया कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तब आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देन आपका स्टेज, स्टेज से क्या है, जब आप मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जब आपके प्रोडक्ट से मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मतलब अपन ने पीएलसी पढ़ा था चैप्टर 2 में, क्या था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, देन मेच्योरिटी, देन डिक्लाइन। ध्यान आ रहा है, पीएलसी, पीएलसी। ठीक है, तो जब आपका मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है प्रोडक्ट, तो यहां पे आप यूजुअली स्टेबिलिटी फॉलो करोगे। क्यों, क्योंकि देखो ना, मुझे यहां पे अब ओवरऑल बिजनेस में इतनी डिमांड रही नहीं। ठीक है, जितने लोगों को फूक जितने लोगों को स्टार्ट करना था वो स्टार्ट कर चुके हैं, जितने लोग करते हैं। अभी आप ऐसा थोड़ी है कि नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो एकदम से उसकी सेल्स बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो रहा है वाला ना। तो मैच्योरिटी स्टेज में आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी इतनी मार्केट इतनी तेज तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे अपन ने बोला, क्विक कॉमर्स का मार्केट तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि नई नई सिटीज में जा रहे हैं, नई नई सिटीज के अंदर लोग उसके ऊपर अडेप्ट कर रहे हैं। आप भी खुद नोटिस कर रहे होगे कि आप कभी पहले कोई ब्लिंकिट वगैरह से शायद महीने में 1 ऑर्डर डाल देते होगे, अभी आप हफ्ते में 4 डाल ले रहे हो। ठीक है, तो आपको खुद को नोटिस हो रहा होगा कि हम ज्यादा कर ले रहे हैं कंपेयर टू जितना पहले करते थे। वो मार्केट ग्रो कर रहा है ना, करना ही होता है कि सब लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अगर डिमांड कर रहे हैं तो मार्केट कितना ग्रोथ कर रहा है। आप किसी को जानते हो क्या, मतलब ओवरऑल लेवल पे देखा है क्या इस पूरे इंडस्ट्री वाइड, लोग जितना पहले फूकते थे अभी उसका 10 गुना फूकने लग रहे हैं। नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। जितने थे उतना ही मना के रखे हुए हैं वो, तो उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी होनी है। ठीक है, समझ गया आप। तो आप मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो आप यही करोगे, स्टेबिलिटी जितना चल रहा है चलने दो। ठीक है सर, फिर यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अरे आएंगे ना आगे, सब्र रखो, आएगा, बहुत है, बहुत कुछ इस चैप्टर में, मजा आ जाएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, तुम बस वेट करो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, शेयर। शेयर यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर स्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, सब्सटेंशियल मार्केट शेयर आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो अब आप उसको रिटेन करना चाहते हो, तब आप फॉलो करोगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, देन लास्ट में कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या है, जब आप ऑलरेडी बहुत रैपिड एक्सपेंशन कर चुके हो, आपने बहुत रैपिड एक्सपेंशन कर लिया सब, भाई ऑब्वियसली आईटीसी ने जब पहली बार निकाली रहेगी तब सबको थोड़ी मिलती थी, एक एक करके पूरे इंडिया तक पहुंचे, अब पहुंच गए पूरे इंडिया में, हर जगह उन्हीं की बिक्री है। अब क्या, आपने रैपिड एक्सपेंशन कर लिया, हो चुका जितना होना था। अब आप उसको कंसोलिडेट करना चाहोगे, इसको समेटना चाहोगे कि बस हाँ इसको समेटे रखो भाई। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, खत्म। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे पहले, क्लियर, 3 नहीं, यहाँ पे 4 लिख दो, ये गलती हो गई। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ व्हेन दिस स्ट्रेटजी इज परस्यूड बाय फर्म, वो अपना ये रहा, क्लियर। अब इसी के बाद इसके आ सकता है मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसके थोड़े से चांसेस कम है अलग से आने के, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये इसमें लिखना ही पड़ेगा।
अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस इस टॉपिक के अंदर किस पे ज्यादा पूछ सकता है वो बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि हाँ ये पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से जनरली इसके ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, अभी देखो जितना आपको समझना था आप समझ चुके स्टेबिलिटी, अभी उसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिखेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता चुका हूं कब परस्यू करने वाले हैं, अब उसी के बाद लिख रहे हैं मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, क्या होगा वही होगा जो पहले पढ़ चुके हो, बस घुमा फिरा के नए नए पॉइंट्स निकालें और कुछ नहीं है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, वही ऐसे की ऐसे पढ़ना है, पन्ने भरने, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो उसमें आप यही 4 पॉइंट्स लिखोगे, ये आएगा मेजर रीजन, उसमें आप यही 5 पॉइंट लिखोगे, ऐसे नहीं कि उसके इसमें लिख दिए। लैंग्वेज मैटर्स, क्या रीजन है, इसको कैसे याद रखोगे। देखो, अगर आप का मानसिक संतुलन अपना स्टेटस को बना के रखा हुआ है, अगर आपका मानसिक संतुलन अपना स्टेटस को बना के रखा हुआ है, यानी आपकी मेच्योरिटी अगर अपने स्टेटस को पे है कि आप समझदार हो, तो आप समझदार बने हुए हो, उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में, यानी डरावने एनवायरनमेंट में क्या करोगे, कंसोलिडेट करोगे। भाई कुछ सोचो ना यार, अगर किसी का मेच्योरिटी संतुलन बना के रखी हुई है, मेच्योर आदमी है, तो वो क्या बोलेगा, भाई थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं करते, कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका मेजर रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने 5 पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी आप समझ चुके हो क्या पॉइंट होगा, क्या रीजन है, आप मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हो तो आप यही करोगे, स्टेबिलिटी फॉलो करोगे, वही है व्हेन द प्रोडक्ट रीच द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ द पीएलसी। पहला पॉइंट खत्म। देन आपका स्टेटस को, स्टेटस को से आप समझ चुके हो कि क्या है, जब हमें स्टेटस को बना के रखना पड़ता है, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, तो अपन फॉलो करते हैं, वही है। ठीक है, जब आपका स्टाफ जो है, मैनेजमेंट है, वो कंफर्टेबल फील करता है स्टेटस को से, तो स्टेटस को यानी जैसे चले चलने दो, क्योंकि वहां पे लेस चेंजेस एंड लेस रिस्क है, तो आप यही फॉलो करोगे। ठीक है, देन आपका थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग से क्या निकल के आएगा, जब आपके लिए एडवाइसेबल नहीं है कि आप एक्सपेंड करो, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट इज थ्रेटनिंग, मतलब अगर आप एक्सपेंड करने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, वो थ्रेटनिंग हो जाएगा। मतलब वही मैंने बोला ना, आप ऑलरेडी 80-85% जो फूक रहे उनको बेच रहे हो, अगर आप एक्सपेंड करने जाओगे, अननेसरी एड निकालोगे, अननेसरी चीजें करोगे, वो ट्रोल होंगे, फिर जो लोग फूक कर रहे थे वो भी बंद कर देंगे, वैसा तो दैट इज परसीव्ड एज लिटिल थ्रेटनिंग फॉर यू, थ्रेटनिंग फॉर यू। मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, चलो, थ्रेटनिंग। देन अगर लास्ट चौथा पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, जब आपका इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल हो चुका है, तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ है कि इसके ट्रेंड्स में चेंज हो गया है, जितनी फूक रहे हैं अभी भी, जो क्वालिटी का चाहिए वो अभी भी चाहिए, कुछ ज्यादा चेंज थोड़ी हो रहा है, सिर्फ क्वालिटी आती है इसमें, आती है भाई, टीयर्ड होती है, अलग अलग ब्रांड्स के टीयर्ड होती है, इसमें भी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, अफोर्डेबल सेगमेंट अलग अलग आता है भाई। मेरे को तो इतना सा पता है बस, मेरे को देखो, मेरे को ज्यादा नहीं पता है, मैं ब्रांड नहीं बता पाऊंगा इनके अंदर कौन कौन से नाम है। ठीक है, चलो, इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल है। लास्ट क्या है, कंसोलिडेट। ठीक है, जब आपने ऑलरेडी रैपिड एक्सपेंशन कर लिया है एंड आप अभी स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट करना चाहते हो, तब आप फॉलो करोगे। क्या था भाई, वही थी तो सारी बातें, कुछ नया बताया मैंने आपको, नहीं बताया, लेकिन लिखने यही 5 पॉइंट इसी तरीके से लिखने हैं। ठीक है, देन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जो भी अपन ने बातें करी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में वापस से आ जाएंगी, वही चीजें हैं, घुमा फिरा के कुछ नहीं कर सकते इन्होंने, बस पढ़ने भरे। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, जब आप रिस्क में होते हो, जब आप रिस्क में होते हो, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आपकी मेडिसिन की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इट्स अ मेडिक्स इन रिस्क। मेडिक्स यानी एक तरीके से मेडिसिन, या फिर डॉक्टर्स को मेडिक्स बोला जाता है, मेडिक्स इन रिस्क, इट्स अ मेडिक्स इन रिस्क। ठीक है, तो यहां से आपके पॉइंट निकल के आ जाएंगे, इट्स अ मेडिक्स इन रिस्क। इसमें से अपने 8 पॉइंट निकलेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। मेडिक्स रिस्क, एम से क्या होगा, एम से होगा मॉडेस्ट ग्रोथ। जब आप मॉडेस्ट ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, जब आप मॉडेस्ट ग्रोथ चाहते हो तो आपके लिए सूटेबल होती है, ये इसका स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का कैरेक्टरिस्टिक है, पहला पहला। ठीक है, मॉडेस्ट ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए ना, 2-3% चलेगा, ऑलरेडी बहुत बड़े हैं हम, 2-3% में हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, देन ई से क्या है अपना, एफिशिएंसीज एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इससे क्या होता है, आप फोकस करते हो अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीमेंटली इंक्रीज करने में, जैसे मैंने बोला, ज्यादा सेल तो अच्छी इंक्रीज नहीं कर पाओगे आप, हल्की हल्की कॉस्ट कम करो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चलेगा। तो यहाँ पे आप एनहेंस करते हो क्या, फंक्शनल एफिशिएंसीज इंक्रीमेंटली, इससे बेटर डिप्लॉयमेंट करोगे, यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का। ठीक है, देन है डी से, डी से डेफिनेशन एंड रीडेफिनेशन, 2 पॉइंट है, डेफिनेशन एंड रीडेफिनेशन। डेफिनेशन से मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये वाली, ये डेफिनेशन थी, आपको यही पहला पॉइंट लिख देना कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, देन डेफिनेशन एंड रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन का मतलब क्या है सर, देखो, रीडेफिनेशन का मतलब क्या है, रीडेफिनेशन का मतलब ये है कि इसमें आपके बिजनेस को आप री इन्वॉल्व, इसमें आप बिजनेस के अंदर रीडेफिनेशन नहीं करते हो अपने बिजनेस को, जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो, ऐसा नहीं कि बिजनेस को रीडिफाइन कर रहे हो कि अभी हम
7 सिटीज में, अभी हम और मतलब स्कोप नहीं रीडिफाइन कर रहे हो बेसिकली, मतलब है कि आप अपने स्कोप को चेंज नहीं कर रहे हो, दैट इज रीडेफिनेशन। इसमें रीडेफिनेशन नहीं होता है बिजनेस का, सेम स्कोप बना हुआ है, ठीक है। देन आपका है आई से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से क्या पॉइंट है कि आप ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, जितना चल रहा है चलने दे रहे हो, ठीक है। देन सी से क्या है, सी से कोर कॉम्पिटेंसी, कि यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग, आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स मार्केट्स उन पर कंसंट्रेट कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उन्हीं पे फोकस कर रहे हो, ज्यादा कुछ नया नहीं कर रहे, तो इससे आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। देन एस, एस से क्या है, स्टेटस को, सेफ विथ स्टेटस को, क्या है कि यहाँ ये सेफ स्ट्रेटजी है क्योंकि यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करते हैं। देन लास्ट क्या था, रिस्क, मेडिक्स रिस्क, रिस्क से क्या होगा कि यहाँ पे लो रिस्क होती है। हो गया 8 पॉइंट खत्म, क्लियर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आना चाहे तो ज्यादा ज्यादा चांसेस कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस के होते हैं कि ये इन पे पूछा जा सकता है, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन, देन आगे एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, आ भी रखिए इसके ऊपर, क्या, व्हाई डोंट स्टार्टअप्स एम फॉर स्टेबिलिटी। स्टार्टअप स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं भाई, नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे स्टार्टअप्स। स्टार्टअप सोचो आप, वो नया बिजनेस है, अभी अभी नए बिजनेस में घुसे, अब सोचो ब्लिंकिट वगैरह, जोमेटो वगैरह, वो अभी नए नए बिजनेस में घुसे हैं, उनका फोकस क्या है, तेजी से ग्रो करना। हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे कि जितना शहर तक पहुंच गए बस पहुंच गए, नहीं भाई, अभी ग्रो करेंगे, नई नई सिटीज में घुसेंगे, है ना। एआई के बारे में सोचो, एआई हर साल हर महीने नया नया मॉडल आ जा रहा है एआई का, ठीक है। बैठ हाथ पे हाथ धर रहे थोड़ी बैठे हुए, हर महीने नया ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नए फंक्शंस लेके आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है वो। तो बेसिकली सबसे पहले रीजन क्या है कि आप लाइफ साइकिल में कहां पे हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है। देखो स्टार्टअप जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में होता है, अपन ने बात करा मेच्योरिटी फेज में आपकी आती है स्टेबिलिटी, वो अर्ली स्टेज में, अभी नया प्रोडक्ट निकाला है, अभी तो ग्रो करने का टाइम है, लोगों तक फैलाने का टाइम है, अर्ली स्टेज में जहां पे हम आइडिएशन कर रहे हैं, नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं नई नई चीजों का, ठीक है। वहां पे स्पीड एंड एजिलिटी बहुत मैटर करती है, स्पीड जल्दी करना है, एजिलिटी बहुत जल्दी से चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए सही नहीं है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसके लिए सही होती है, जो लोग मेच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं, मेच्योरिटी स्टेज में, ठीक है, जहां पे करंट बिजनेस को मेंटेन करना, करंट मार्केट शेयर को मेंटेन करना इज प्रायोरिटी। स्टार्टअप्स में वो है ही नहीं, ग्रो करना इज द प्रायोरिटी, कि ग्रो करना है जैसे तैसे करके, ठीक है। दूसरा है फोकस ऑन ग्रोथ, मैंने आपको पहले लाइफ साइकिल का बताया, दूसरा पॉइंट फोकस ऑन ग्रोथ का है। फोकस ऑन ग्रोथ का क्या पॉइंट है भाई, स्टार्टअप्स का फोकस क्या है, रैपिड ग्रोथ चाहिए, मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन करना है, ठीक है। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है, मतलब ज्यादा ज्यादा मार्केट अपने पास आ जाए, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। मतलब मार्केट, पूरा मार्केट, जितने लोग कस्टमर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ही सेल करें, हमारी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो हम चाहते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब समझते हो ना तुम लोग, पेनिट्रेशन मतलब, मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो फिर वापस सब टाइटल में कुछ प्रॉब्लम कुछ गलत चल जाएगा, छोड़ो। पेनिट्रेशन मतलब किस, मार्केट है, जैसे मार्केट है, इसमें और डीप जाना है अपने को, बस दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। चलो अभी तुम समझ गए, चलो ठीक है। अभी ये कौन करेगा, स्टेबिलिटी कौन फॉलो करेगा, जो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, जिसने अपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी तक एक्सपेंड कर लिया है, ज्यादा कुछ नया नहीं करना है उसको, वो फॉलो करेगा। तो ये आप 2 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। चलो ये वाला टॉपिक भी खत्म। अब बनाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। बहुत प्यारा है, इसके अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के एकदम अपोजिट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप शांत नहीं बैठे हुए हो, एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान किसको रखोगे आप, ब्लिंकिट के बारे में सोचो आप, कितना अग्रेसिव एक्सपैंड कर रहा है, एआई के बारे में सोचो, है ना। तो अब सबसे पहले इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, मीनिंग एक्सप्लेनेशन कब लिखना रहता है, जब शॉर्ट नोट लिखने बोले, राइट, शॉर्ट नोट ऑन दिस, ये बोले आइडेंटिफाई विच स्ट्रेटजी इज दिस, तो विच स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई तो करना है, उसके उसके उसकी तारीफ में 2 3 लाइनें भी लिखनी पड़ेगी, वो 2 3 लाइनें मन पे थोड़ी लिखोगे, वो इन्हीं में से निकाल के लिखोगे 2 3 लाइनें, ठीक है। तो ये मीनिंग एक्सप्लेनेशन वो है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज एन अग्रेसिव कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बहुत अग्रेसिव है, क्यों अग्रेसिव है भाई, भाई हर महीने तुम नए सिटीज में जा रहे हो, अग्रेसिव नहीं तो क्या है ये, ठीक है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, रीडिफाइन कर रहे हो अपने बिजनेस का स्कोप, कैसे, एनलार्जिंग इट्स ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को फैला रहे हो, एंड इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके, ऐसे आप अपने बिजनेस का स्कोप एनलार्ज कर रहे हो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स करने पड़ेंगे, कैसे, इससे बाद में आएंगे। मेजर इनिशिएटिव्स क्या करने पड़ेंगे, नए मार्केट्स में एंटर करना पड़ेगा, नए नए सिटीज में जाना पड़ेगा, नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, ताकि आप एम्बिशियस ग्रोथ अचीव कर सको। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे इन द सेंस, इसको ब्लिंकिट के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो, किसी दूसरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, ठीक है। जैसे एआई है,
ठीक है, एआई, कोई भी कंपनी अगर एआई पे फोकस कर रही है तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट निकालेगी कि अच्छा हम इमेज जनरेशन का भी मॉडल निकाल लेते हैं, हम नॉर्मल बातें करने वाला भी मॉडल निकाल, मतलब चैट करने वाला मॉडल भी निकाल लेते हैं, हम वीडियो बनाने वाला मॉडल भी निकाल, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ताकि अपन अलग अलग मार्केट्स में घुस सके। ठीक है, तो आपको उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि आप एम्बिशियस ग्रोथ को अचीव कर सको। ठीक है, एंड ये करने के लिए आपको आपको रीफॉर्मुलेशन करना पड़ेगा अपने मिशन एंड गोल्स का। यहाँ पे ऐसे ही मिशन गोल्स आया तो विजन को अलग थोड़ी रखता है, लाइन में सबको ले जाता है, लेकिन यूजुअली विजन यहाँ पे रिफॉर्मुलेट नहीं होगा क्योंकि विजन बहुत दूर की सोच होती है, उसमें चेंज नहीं आएगा। मिशन एंड गोल्स में चेंज आएगा, क्योंकि मिशन क्या होता है कि मेरा प्रेजेंट बिजनेस स्कोप क्या होता है ना, याद आ रहा है मिशन के अंदर मैंने पढ़ा था प्रेजेंट बिजनेस स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, मैं किन कस्टमर्स को सेल कर रहा हूँ, मेरी टेक्नोलॉजीज कौन सी, कैपेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, वो मिशन के अंदर होता है। अगर आप हर बारी कुछ नया कर ले रहे हो, नए प्रोडक्ट्स आ जा रहे हैं, नए मार्केट्स आ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जा रही है, तो आपका मिशन भी तो चेंज होता रहेगा ना, वो चेंज होगा तो आपके गोल्स भी चेंज होंगे। विजन मोर और लेस सेम ही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं आता उसके लिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको लंबी लंबी फेंकनी है, क्योंकि यहाँ पे अब इनके शब्द खत्म हो चुके हैं लेकिन पन्ने भरने थे, तो यहाँ पे अब लंबी लंबी फेंकेंगे अपन। ठीक है, लंबी लंबी फेंकेंगे कैसे, फैंसी फैंसी वर्ड डालने। दिस सिंबलाइजेस डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस, सक्सेस। ये समझ गए ना, मतलब बहुत बहुत ही कुछ तोप कर रही है कंपनी, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, अलग अलग को क्या एक्सप्लेन करूं मैं आपको, 4 वर्ड लिखने हैं बस। ठीक है, अब चौथी पॉइंट में तो पोएट्री आ जाएगी। ठीक है, चौथी पॉइंट में पोएट्री है। पोएट्री क्या है, दिस स्ट्रेटेजी टेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स। अननोन एंड रिस्की पाथ्स पे ले जाती है कंपनी को, नए रास्ते जो अननोन है, रिस्की। यहां तक खत्म नहीं हुआ, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स। ये हुई ना बात, वाह वाह। ठीक है, अननोन एंड रिस्की पाथ्स फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स, ये होती राइमिंग। यहां तक खत्म कर सकते थे, लेकिन राइमिंग तो जरूरी है ना भाई, पोएट्री भी तो करनी है। तो फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड पिटफॉल्स, प्रोमिसेस भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं, यानी नए रास्ते में जाने में एडवेंचर भी है कि भाई कहां पहुंचेंगे, ये मंजिल हमें कहां ले जाएगी पता ही नहीं हो सकता है, लेकिन मंजिल में गड्ढे बहुत हो, रास्ते में गड्ढे बहुत हो, उनमें गिर जाए कार, तो वैसा भी हो सकता है। तो प्रोमिसेस भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं। ठीक है, चल समझ में आ गया आपको मीनिंग। अभी अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे इसके, एंड इसके मेजर रीजंस आएंगे, उसके बाद आपके इनके टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। टाइप्स इस बहुत सारे, देखो ये तो सारे टाइप्स हैं। हाँ, ये सीखे हैं, सब सीखे हैं, बताएं, बात आएंगे इसके ऊपर आएंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखोगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे याद रखोगे, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अपोजिट है बेसिकली। ठीक है, एंड एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी खुद एक पॉइंट है, इट इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ये खुद ही एक पॉइंट है, एंड यही आपकी मेमोरी टेक्निक भी है, अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये लिख दोगे, इट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, खत्म। यहां पे कैसे, वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लिमिटेड थे, यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड वेरी हाई है। ठीक है, अब इसके बाद कैसे, जो अपन ने स्टेबिलिटी के अंदर लिखा उसमें एक एक टॉपिक पॉइंट पकड़ पकड़ के उसको चेंज करेंगे अपन। जैसे वहां पे अपन ने लिखा था ग्रोथ क्या था, वहां पे मॉडेस्ट था, यहाँ पे ग्रोथ हाई हो जाएगा, ये रहा पॉइंट, लीड्स टू हाई बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि किसी कंपनी को अगर मैमथ ग्रोथ चाहिए, मैमथ यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो वो ग्रोथ स्ट्रेटजी से, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी से अचीव कर सकती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक ही बात है। ठीक है, देन दूसरा डेफिनेशन, रीडेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, वहां पे अपन ने एक डेफिनेशन लिखी थी एंड बोला था कि डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन। ठीक है, यहां पे एक ही पॉइंट है, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, रीडेफिनेशन वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। क्या वहां पे रीडेफिनेशन नहीं हो रही थी, यहां पे रीडेफिनेशन होगी हर बार बिजनेस के स्कोप की। तो पहला पॉइंट ये है, इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस स्कोप ऑफ द कंपनी। क्लियर, देन वहां पे था इन्वेस्टमेंट फ्रेश नहीं होती है, नहीं लगती ज्यादा, यहां पे आएगी इन्वेस्टमेंट। तो यहां पॉइंट क्या है समझना, यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इन न्यू बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। ठीक है, उससे होता क्या है, फर्म का बिजनेस में रिन्यूअल होता रहता है, यानी नया नया बिजनेस आता रहता है, कंपनी नई नई, कंपनी नई की तरह नहीं रहती, बनी रहती है। तो ड्राइव्स बिजनेस रिन्यूअल एक तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट से। देन था वहां पे स्टेटस को, सेफ स्ट्रेटजी विद स्टेटस को, यहां पे आप लिखोगे उसका उल्टा क्या, वर्सेटाइल। ये बहुत वर्सेटाइल है। ठीक है, ये बहुत वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल इन द सेंस कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। भाई देखो, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है ना, क्रिएटिविटी कोई सीमा नहीं होती, आप कैसा भी क्रेजी लेवल का सोच सकते हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया नया कॉम्बिनेशन आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब एआई, चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह क्या नया फीचर लेके आ सकते हैं, उनके पास कितने सारे असीमित ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ नया सोच सकते हैं कि इसका काम छीन लेते हैं, इसका काम छीन लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं उनके पास करने के ना। ठीक है, तो देर आर सेवरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टू चूज फ्रॉम। स्टेबिलिटी में तो क्या है, बस ऐसा चलो, ऐसा चलने दो। अगर सीमा ही नहीं है कि क्या कर नया कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं चूज करने के लिए, है ना, वो चूज कर सकते हो
जो आपको सूट करता हो मोस्ट। ठीक है, तो इट इज अ हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी। ठीक है, यहां तक 4 पॉइंट्स एज इट इज उसमें से उल्टे करने थे अपने को। ठीक है, तो 5 पॉइंट अपने हो चुके हैं। पहला अपने लिख दिया दैट इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, देन 4 पॉइंट अपने उसके उल्टे किए। लास्ट पॉइंट है रूट्स। रूट्स का मतलब यहाँ पे ये लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्यों डाला मुझे समझा नहीं, बट ठीक है, इन्होंने बस बोला कि इसको फॉलो करने के डाइवर्सिफिकेशन को 2 तरीके हैं, इसके 2 सब टाइप्स उन्होंने यहाँ पे लिख दिए। क्या कि देयर 2 मेजर स्ट्रेटजी रूट्स, एक इंटेंसिफिकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन। इनके ऊपर भी आप आगे पढ़ोगे, मैंने आपको टाइप्स बताया ना कि पूरा चार्ट है, इसमें अपन पढ़ेंगे इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपन इस पे आएंगे तब मैं आपको वापस से बता दूंगा कि देखो अपन नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक बार समझ लो इसके 2 टाइप्स को अपन को छठे पॉइंट में लिखना है। ठीक है, देन इसके आ जाते हैं मेजर रीजंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर रीजंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेगा डायरेक्टली कि आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा दिस इज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, उसकी तारीफ में 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, एंड देन पूछ लेगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आइडेंटिफाई करके, इसके रीजंस बताओ आइडेंटिफाई करके। तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी बोलेगा लिखने को। ठीक है, मेजर रीजंस क्या होंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या करती है, ये आपकी पेस इंटेंसिफाई करती है। पेस यानी रफ्तार, एक तरीके से आपकी रफ्तार को इंटेंसिफाई करती है। तो इससे आपके पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। पहला पॉइंट पी से होगा। अब पी से पहला पॉइंट ही क्या है, पेस ऑफ एक्टिविटी। तो पेस इंटेंसिफाई इज योर निमोनिक टेक्निक, एंड उसी का पहला पॉइंट है पेस ऑफ एक्टिविटी। देख रहे हो तुम। ठीक है, पेस ऑफ एक्टिविटी क्या है, रीजन क्या होगा, पहला रीजन जब आपका इन्वायरमेंट ही डिमांड कर रहा है कि आप इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी करो, आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जो बोल रहा है कि भाई तेज चलो, धीरे चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। अभी मुझे एक बात बताओ, एआई कंपनीज है, हर कंपनी इतना नया नया कुछ कर रही है, जो कोई कंपनी एआई होगी क्या वो चुप बैठेगी क्या? भाई चैट जीपीटी कुछ ना कुछ कर रहे जा रहा है, कुछ ना कुछ नया फीचर नया मॉडल लेके आते रहता है। तो आपको लगता है क्या क्लाउड चुप बैठेगा? उसके पास ऑप्शन है क्या चुप बैठने का? उसका इन्वेस्टर वहां से उसको बोलेगा भाई तू भी कर, तू पीछे छूट जाएगा। तो जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा जा रहा होता है इन्वेस्टमेंट का, तो दे कैन नॉट स्टे बिहाइंड, दे हैव टू कम्पीट। तो क्लाउड को भी करना पड़ेगा। अब आप सोचो ब्लिंकिट, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, वो तीनों में राइवलरी है, कंपटीशन है। अब ब्लिंकिट कराए तो क्या जेप्टो चुप बैठेगा या क्या इंस्टामार्ट चुप बैठेगा? वो इन्वायरमेंट में क्या हो गया, आपको कॉम्पिटिटर आपका इन्वायरमेंट हो गया ना। ठीक है, तो वो लोग शांत थोड़ी बैठे, वो आपको वो डिमांड कर रहे हैं, वो भी आपको मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी अपनी पेस ऑफ एक्टिविटी बढ़ाओ। शांत नहीं बैठ सकते ना, मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये पहला पॉइंट, पेस ऑफ एक्टिविटी। दूसरा, आप एडवांटेजेस लेना चाहते हो किसके? अगर आप एडवांटेजेस लेना चाहते हो एक्सपीरियंस कर्व के, स्केल ऑफ ऑपरेशंस के, तो आपको ग्रोथ करनी चाहिए। भाई देखो, स्केल ऑफ ऑपरेशंस आपको एडवांटेज कब मिलेगा, जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करोगे, यानी हाई वॉल्यूम के लिए ग्रोथ करनी पड़ेगी ना। एक्सपीरियंस कर्व के लिए भी एक्सपीरियंस कर्व मैंने पढ़ा था ना, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, ज्यादा लेवल पे पढ़ते पहुंचते जाओगे, बड़े बनते जाओगे, तो आपका यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा। वो करने के लिए आप वहां तक पहुंचने आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी ना चीज। ठीक है, देन सी से क्या है, कंट्रोल। उदय, कंट्रोल क्या, जब आप चाहते हो कि मार्केट के ऊपर आपका ज्यादा कंट्रोल हो ओवर कॉम्पिटिटर्स, तब भी आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि आप ज्यादा ज्यादा मार्केट कंट्रोल कर सको। ठीक है, देन ई से क्या है, एग्जीक्यूटिव्स का प्राइड। एग्जीक्यूटिव्स मतलब देखो, कंपनी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओ, सीएफओ, स्ट्रेटजी ऑफिसर, राइट, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ऊपर के लोग, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। ठीक है, जो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, कभी आप मिले हो, मतलब जैसे मैं कभी भी इनफॉर्मल तरीके से जब भी किसी सीईओ सीएफओ वगैरह से मिलता हूँ, मतलब कभी प्लेन में कोई मिल गया या ट्रेन में कभी कोई मुझे मिल गया सीईओ सीएफओ, उनसे बात कर ली इनफॉर्मल तरीके से, ऑफिशियली मीटिंग बिजनेस वगैरह के अंदर, कंपनी वगैरह के अंदर नहीं, काम वगैरह के टाइप में नहीं, इनफॉर्मली मिल गए, तो कभी उनसे बात करोगे ना, तो दे आर वेरी प्राउड, मतलब उनको बहुत गर्व होता है बताते हुए, बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि मैंने ना इस कंपनी को यहां से यहां तक पहुंचा दिया। कहाँ थी वो कंपनी, मैं कहाँ ले आया हूँ उसको। ठीक है, तो उनको बहुत प्राउड होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं उसके बारे में, उनको दे आर वेरी हैप्पी विद इट। क्योंकि देखो, एक तो आपको बहुत खुश होती है कि आप किसी कंपनी को यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, दूसरा आपके सीवी में बहुत बहुत अच्छा दिखता है वो चीज़। तो बेसिकली ये लोग बहुत खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं जब मालूम पड़ता है, जब इनको ये फीलिंग आता है कि हमने हमारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो बेसिकली वही बात है कि आप तब भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटजीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स, दे फील मोर सेटिस्फाइड विथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन लेड ग्रोथ, एंड दे टेक प्राइड इन प्रिसाइडिंग ओवर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज। उनको प्राइड होता है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के सीईओ हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट पेज से कंप्लीट हो गया। देन इंटेंसिफाई से क्या है, इंटेंसिफाई से आप समझ चुके हो, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन अपन ने पहले पढ़ा था, तो उसके टाइप्स हो गए। अब रीजंस के अंदर भी टाइप डाल दिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं यहाँ लोग। 4 पॉइंट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा नहीं होता ना, तो 5 वाला लिखना था। देख रहे हो तुम, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग। तो ऐसे ने यहाँ पे लिख दिया, इंक्लूड्स इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग बिजनेसेस। इस पे अभी अपन आएंगे आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। अभी इसमें जब मत जाओ कि ये क्या है, सर 4 चीजें समझ लो बस, कुछ टाइप्स हैं क्योंकि अभी उसी पे आने वाले हैं।
आगे आपका यही है टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। एंड मैं बताऊं, इसकी गहराई इतनी है, इस टॉपिक की टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की इतनी गहराई है कि एक के अंदर एक टाइप्स, उसके अंदर दूसरा सब टाइप, उसके अंदर दूसरा सब टाइप, ठीक है। देखो, इसके अंदर दो टाइप्स हो गए ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, फिर इसके अंदर दो सब टाइप्स हो गए, फिर इसके अंदर तीन सब टाइप्स हो गए, फिर इसके अंदर दो सब टाइप्स हो गए, फिर इसके अंदर भी दो सब टाइप्स हो गए। देखो गहराई देखो आप, अगर आपने इसको मेरे चार्ट के बगैर पढ़ा, ठीक है, या आप डायरेक्टली स्टडी मैट से पढ़ने गए, तो आप बीच में जाके ऐसे हो जाओगे, खो गए हम कहाँ। हाँ, खो गए हम, समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तो खो चुके हैं, वापस कैसे रिकंसाइल करें कि कहाँ थे, वो समझ में नहीं आएगा। तो ये चार्ट बहुत ही नाजो दिल से बनाया गया है, इसको नाजो दिल से पढ़ें, समझें, बहुत पसंद आएगा आपको ये चार्ट। इसी के थ्रू आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। बिना चार्ट के समझना पॉसिबल नहीं है, बहुत खो जाओगे बीच में कि ये कहाँ आ गए हम, पता ही नहीं चलेगा डाइवर्सिफिकेशन के ग्रोथ के साथ चलते चलते। चलो, तो इसके अंदर बेसिकली दो सब टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को इन्होंने बोला है दो सब टाइप्स, एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी, एक एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। प्रैक्टिकल लाइफ में कंसल्टिंग में जाओगे तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक। एंड मैं बताऊं, आईसीआई ने जिस तरीके से इसका ड्राफ्टिंग करा है, कतई वाहियात ड्राफ्टिंग है। दिस इज नॉट द वे यू ड्राफ्ट ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई पहला, भाई मिट क्यों नहीं रही है, क्या हो गया इसको, गया क्या गया, सॉरी मैंने क्या हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट हाउ यू ड्राफ्ट। आप ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं बना सकते कि पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल फिर उनके अंदर और पढ़ेंगे। नहीं, जो नीचे के लेयर्स है ना, वो आपके ऊपर होने चाहिए थे, उनके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल इनको अलग अलग बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कतई वाहियात बनाया, बहुत ही वाहियात स्ट्रक्चर है। एंड आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था ड्राफ्टिंग इसका, ठीक है। आपको समझ में आएगा आगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो बट इन्होंने ऐसा करा है कि इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि आप खुद से ही प्रयास करके ग्रोथ एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी की सहायता नहीं ले रहे, आप किसी की मदद नहीं ले रहे, किसी बाहरी की सहायता नहीं ले रहे। एक्सटर्नल का मतलब है कि आप खुद से नहीं कर रहे, जो अच्छा कर रहा है आप उसी को खरीद लिए, ठीक है। मतलब इंटरनल यानी आपने खुद से मेहनत करके ग्रो करा, एक्सटर्नल यानी कि आपको किसी नए बिजनेस के अंदर घुसना था, नए सिटी के अंदर घुसना था, आपने वहां के अंदर कोई प्लेयर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, आपने उसको अक्वायर कर दिया। जोमेटो का सोचो ना, जोमेटो को क्विक कॉमर्स में जाना था, फूड डिलीवरी में वो था, उसको क्विक कॉमर्स में जाना था। क्विक कॉमर्स यानी जो 10 मिनट में डिलीवरी होती है ना ग्रोसरीज की, उसकी, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्या खुद से उसने नया सेटअप किया कि हर सिटी में उसने जाके खुद की स्टोर खोली? नहीं, एक ऑलरेडी कंपनी कर रही थी, क्या, ग्रोफर्स नाम से एक कंपनी ऑलरेडी कर रही थी क्विक कॉमर्स के अंदर काम, उसको खरीद लिया, उसका नाम जैसे ग्रोफर्स से ब्लिंकिट कर दिया उसको। तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेटजी थी कि हम खुद नहीं कर रहे, हमारे पास पैसा बहुत है, हम तुम्हें खरीद लेंगे, वो एक्सटर्नल है। और अगर खुद से एस्टेब्लिश करते कि पूरा हम स्टार्ट स्क्रैच से बनाएंगे, वो इंटरनल होती। समझ गया इंटरनल एक्सटर्नल में फर्क क्या है, ठीक है। अभी इंटरनल के अंदर इनो के दो सब टाइप्स हैं ग्रोथ के, एक इंटेंसिफिकेशन, एक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये समझने के लिए आपको यहां तक इसको पढ़ने से पहले अपने को जाना पड़ेगा एक आगे वाले टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स। बी विथ मी, मैं आपको समझाता हूं क्या चल रहा है, ठीक है। देखो, एक एनसॉफ मैट्रिक्स अपना आगे टॉपिक आएगा, वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे ही आपको टॉपिक समझ में आएगा इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन का। ये एनसॉफ करके एक बंदा था, ठीक है, उसने एक मैट्रिक्स दिया, ये उसका मैट्रिक्स है, 4, 1, 2, 3, 4, 2x2 का मैट्रिक्स है। ये इसने मैट्रिक्स दिया जिसके अंदर बता रहा है कि कंपनी ग्रोथ किस तरीके से अचीव कर सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने 4 तरीके बताए, ठीक है। मैट्रिक्स बनाया कैसे उसे सबसे पहले समझना। इसने बोला देखो आप 4 तरीके यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ ये जो एक्सेस है अपना, ठीक है, इसको अपन एक्स एक्सेस बोलेंगे, ये अपना वाई एक्सेस एक तरीके से, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन समझ लेना। इसने बोला एक्स एक्सेस पे रखो प्रोडक्ट्स, वाई एक्सेस पे रखो मार्केट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मार्केट्स हैं, ठीक है। उसने कहा दोनों ही प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं, मार्केट्स भी एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, न्यू भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग मार्केट्स, न्यू मार्केट्स। इस तरफ 2 चीजें बन गई, उस तरफ 2 चीजें बन गई। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके अपने पास 4 ऑप्शन बन गए, ये 4 स्टेज स्ट्रैटेजी बना दी, ठीक है। समझना, ये पहला क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहां पे ये न्यू प्रोडक्ट्स ये आपको दिख पा रहे हैं ना, ये पहला क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, जिसमें आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो आप, ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग मार्केट्स यूज कर रहे हो आप। ये पहला आपका क्वाड्रेंट हो गया। यानी आप ग्रोथ कैसे लेके आ रहे हो अपनी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करके
एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ही आप ग्रोथ लेके आ रहे हो। मैं आपको समझाऊंगा प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट्स के समझाऊंगा, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है? ओवरव्यू लेने की कोशिश करो, उसके बिना डेप्थ में जाने का सेंस नहीं, मैंने कहा पहले ओवरव्यू लो, ठीक है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं, नए मार्केट्स में नहीं गुजरे, इन्हीं के अंदर आप ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है? ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है? दूसरा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। इसके अंदर इसने क्या बोला, प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग ही रहेंगे, मार्केट्स नहीं हो जाएंगे, तो ये आपका दूसरा हो गया। इनके नाम पे भी मत जाना, ठीक है? यानी आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेकर नए मार्केट के अंदर कूद रहे हो ग्रोथ लेने के लिए। सर ये वाली कैसे हो जाएगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर कैसे ग्रोथ आ जाएगी, बात करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? ये दूसरा हो गया। देन तीसरा क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स, यानी आप एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ही हो लेकिन उसमें नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ चुके हो, ठीक है? ये आपका तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, प्रोडक्ट्स भी नए, मार्केट्स भी नए। समझा आपको? नए मार्केट्स के अंदर आप नए प्रोडक्ट्स लेके कूद रहे हो, दैट इज योर चौथा वाला क्वाड्रेंट। ये इस तरीके से इसने चार टाइप्स बता दिए स्ट्रेटजी के, ठीक है? कि चार टाइप्स से ग्रोथ अचीव कर सकते हो, ठीक है? अब एक एक को अपन पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने ऊपर लिंक कैसे हो रहा है ग्रोथ स्ट्रेटजी से, ठीक है? चलो अपने सबसे पहले अपन समझते हैं, अच्छा प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स होते क्या हैं? प्रोडक्ट्स आप समझते ही हो कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हो, ठीक है? यहाँ पे आप बेस्ट एग्जांपल किसका ले सकते हो, पतंजलि का ले लो, ठीक है? बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेदिक, पतंजलि आयुर्वेद, उसका एग्जांपल ले लो, ठीक है? प्रोडक्ट्स में आप समझ सकते हो कि वो क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है? उनका जैसे दंत कांति वगैरह आता है, टूथपेस्ट के अंदर आता है, टूथपेस्ट के अंदर उनके हैं, ठीक है? देन बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, ठीक है? मार्केट से मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट्स है, ये न्यू मार्केट्स है। मार्केट को आप समझो कस्टमर सेगमेंट की तरह, इसकी तरह मार्केट्स इज इक्वल टू कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट भी समझ सकते हो, ज्योग्राफी भी समझ सकते हो, ठीक है? आप ज्योग्राफी समझोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में, कस्टमर सेगमेंट समझोगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इजी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में। तो अपन ज्योग्राफी समझते हैं, कस्टमर सेगमेंट में बाद में समझा दूंगा, ठीक है? मार्केट से आप समझ लो ज्योग्राफी, कि अभी आप जिस ज्योग्राफी में सेल कर रहे हो उसी में सेल करोगे कि नई ज्योग्राफी के अंदर कूदोगे, ठीक है? कस्टमर सेगमेंट भी मान सकते हैं कि अभी आप जिस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, कि आप उसी कस्टमर सेगमेंट में रहोगे कि नई नए कस्टमर सेगमेंट्स को उठा के टारगेट करना चाहोगे आप, ठीक है? दैट इज कस्टमर सेगमेंट। ज्योग्राफी जैसे इंडिया का नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है? ये इंडिया के अलग अलग ज्योग्राफी हो गए। इंटरनेशनल आप चले गए, ठीक है? वो आपका नए नए मार्केट्स हो जाएंगे। आप मेट्रो में थे, मेट्रो सिटी से टीयर 2 सिटीज में चले गए, टीयर 3 सिटीज में चले गए, वो आपके नए मार्केट्स हो गए, ठीक है? एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू। कस्टमर सेगमेंट मतलब कि आप बेसिकली कौन से टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करते हो। जैसे एप्पल का है, एप्पल किनको करता है, प्रीमियम टेक के अंदर वो करता है, प्रीमियम टेक कस्टमर्स, राइट? आईफोन, उसका आईपैड, उसका आईफोन, प्रीमियम टेक बायर्स जो हैं वो बेसिकली उसका टारगेट कस्टमर सेगमेंट हो गया, ठीक है? अब अगर वो यहाँ वहां से बिल्कुल ही लेट्स से वो बोले कि कौन सा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, वो बोले मैं कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है? तो वो एक नया मार्केट हो गया ना, एक नया कस्टमर सेगमेंट हो गया ऑलटुगेदर। वहाँ के उसके कस्टमर्स एकदम डिफरेंट होंगे देन जो उसके अभी के कस्टमर्स हैं, राइट? तो कस्टमर्स जब डिफरेंट हो गए, दैट इज डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। इसको थोड़ा इस पे कम फोकस करोगे ना तो आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बिजनेस नॉलेज ज़्यादा लगेगी आपकी। अगर आप बिजनेस में काम करे हुए हो, आपने इंडस्ट्री देखी हुई है, तब जाके आपको कस्टमर सेगमेंट बेटर समझ में आएगा। तो इसलिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी से समझिए, ना कि कस्टमर सेगमेंट से। दैट इज व्हाट आई वुड से, ये इजी पड़ेगा आपके लिए ज्योग्राफी, ठीक है? तो मार्केट से आप समझ लो क्या, ज्योग्राफी, ठीक है? वरना कस्टमर सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है? मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, लेकिन ज्यादा अपन फोकस ज्योग्राफी के ऊपर करेंगे क्योंकि आपको इस समझ में वो आएगा। कस्टमर सेगमेंट कैन गेट कंफ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है? क्योंकि जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि टेक से वो गया सीधा कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो बहुत ही डिफरेंट था, तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं था, तो समझ गए कि हाँ वो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है। कई कई बार वो ओवरलैप हल्का हल्का होता है, एंड आप वहां पे बोल नहीं पाओगे कि सर ये नया मार्केट बोलूंगा कि नया मार्केट नहीं बोलूंगा, ऐसा होता है। तो वो इससे आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो चीज। ज्योग्राफी समझो, इजी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक बार समझ जाओगे, उसके बाद आप जो सेगमेंट को समझने लग जाओगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? चलो, तो बेसिकली मार्केट से आप ज्योग्राफी समझोगे या कस्टमर सेगमेंट समझोगे, क्लियर? अब सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या थी, अपन ने बात करी थी कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर ही सेल कर रहे हो, उसे अपन बोलते हैं क्या, मार्केट पेनिट्रेशन। अपन ये पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है? जब आप मार्केट के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते हो, मार यानी अगर ये मार्केट है तो इसके अंदर आप थोड़ा ज्यादा और
डीप मार्केट शेयर अचीव करना चाहते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली आप उसी मार्केट, एक ही मार्केट के अंदर से ज्यादा सेल्स लेके आना चाहते हो, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। यानी आप नए प्रोडक्ट्स भी नहीं लेके आए, नए नए ज्योग्राफी के अंदर भी नहीं गए, उसी के अंदर रह के आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, दैट इज अ मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे सपोज करो मेरे सिटी, ठीक है, मैं हूं अजमेर से, यहाँ पे सपोज करो रिलायंस रिटेल की स्टोर्स हैं, ठीक है, सिटी के अंदर जितने स्टोर्स हैं, लेट्स से 3 है, आई थिंक, आई गेस 3 स्टोर्स है रिलायंस रिटेल के यहाँ पे, ठीक है। तो अब रिलायंस रिटेल यहीं पे रह के जो प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे बेचता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके अजमेर के अंदर कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। नए मार्केट में नहीं जा रहा है वो, ये अजमेर में ही, अजमेर में एक सपोज करो अजमेर में नए मार्केट में नहीं जा रहा है, वैसे जा रहा होगा वो, लेकिन अजमेर के पॉइंट पे सोचो, ठीक है, 3 ही स्टोर्स हैं, ठीक है, इन्हीं की सेल्स कैसे बढ़ाऊं मैं, सेम प्रोडक्ट से, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, अगर अपन पतंजलि का एग्जांपल सोचें, तो पतंजलि दंत कांति बेचता है, बेचा दंत कांति, अब वो दंत कांति की सेल्स कैसे बढ़ाए उन्हीं ज्योग्राफीज में जहां पे वो भी सेल करता है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। अब इसका अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आपको सेल करना है। इसमें आप ग्रोथ कैसे अचीव करोगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सेल करोगे एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या लिखोगे, अगर इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, द फर्म डायरेक्ट्स इट्स एफर्ट्स टू द प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। जो प्रोडक्ट अभी सेल करती है उन्हीं को सेल करेगी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, लेकिन वहां पे ग्रोथ अचीव करेगी। जैसे पतंजलि पूरे इंडिया के अंदर अगर लेट्स से जितनी भी सेल करती है दंत कांति, लेट्स से 2 करोड़ यूनिट सेल करी थी, वो चाहेगी कि इसको मैं 2.5 करोड़ तक लेके चल जाऊं। किसी नई सिटीज में एंटर नहीं करी, उन्हीं में है, ठीक है, वहीं पे सेल हो रही है, लेकिन अपनी सेल बढ़ाना चाह रही है सेम दंत कांति की, कैसे बढ़ाएगी, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे कंपनी क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है अपना मार्केट शेयर बाय इंक्रीजिंग सेल्स। उसको सेल्स इंक्रीज करनी है सेम ही जगह पे, कुछ नया नहीं करना है। कैसे करेगी वो, अलग अलग तरीके से कर सकती है। ज्यादा एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है, ज्यादा एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर दिया, पहले एडवर्टाइजिंग कम होती थी, ज्यादा एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो ज्यादा लोगों को दिखेगा, ज्यादा लोगों को दिखेगा, ज्यादा लोग खरीदेंगे, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, प्रमोशन ज्यादा कर सकती है, प्राइस कम कर दी उसने, प्राइस कम कर दी, मेरे को प्राइस एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट्स से प्राइस कम कर दी, ज्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे ना दंत कांति को। ठीक है, या फिर उसने क्या बोला, उसने हायर यूसेज एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया। पहले बोलती थी कि अच्छा इतनी सी पेस्ट लेना हम लोग अपनी टूथपेस्ट के ऊपर, अब एड में बार बार दिखा रही है कि ज्यादा टूथपेस्ट लेनी है अपने को, पूरे पेस्ट के, मतलब जितने ब्रिसल्स होते हैं टूथपेस्ट के वो पूरे भरने। उससे क्या होगा, वो हायर यूसेज को प्रमोट कर रहे हैं, बार बार एड दिखा रहे हैं कि इतनी तो लेनी है आपको, बिना इसके साफ नहीं होगा दांत। ठीक है, हायर यूसेज एनकरेज कर रहे हैं, उससे पेस्ट जल्दी, टूथपेस्ट जल्दी खाली होगी, जल्दी खाली होगी तो जल्दी रिफिल करने आएगा कस्टमर। हो सकता है साल में पहले एक कस्टमर को, एक घर को, एक हाउस होल्ड को कितनी लेट्स से 20 लेनी पड़ती होगी साल भर में, अब उनको 30 लेनी पड़ जाएगी अगर वो हायर यूसेज करेंगे तो। हो गया ना, सेल बढ़ गई डायरेक्टली, आप कहीं और नहीं गए, वहीं पे बैठे हुए हो, उसी सिटीज में हो, सेम प्रोडक्ट्स की आपने सेल बढ़ा दी। ठीक है, एनकरेजिंग हायर यूसेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज आपने बढ़ा दी। आपने पहले आप लोगों को बार बार सिखाया कि एक बार ने 2 बार यूज करना है, दिन में एक बार ने 2 बार यूज करना है, बोलते हैं ना डॉक्टर, दिन में 2 बार यूज करो, क्योंकि एक बार से 2 बार यूज करो, जल्दी खत्म होगी, जल्दी खत्म होगी तो फिर ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा ज्यादा खरीदोगे आप, और उनका फायदा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूसेज बढ़वा दो, उनको बार बार बताओ कि 2 बार करना है, 2 बार करना है, 2 बार करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा गलत स्ट्रेटजी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर जो बोलते हैं गलत है, लेकिन उनमें उनका फायदा है बिजनेस वालों का, 2 बार करने, सपोज करो 3 बार बोलने लग गए अभी, दिन में 3 बार करो, तो उनका फायदा होगा ना, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके। ठीक है, अमंग करंट कस्टमर्स और फाइंड, या फिर नए न्यूअर यूजर्स यूज फाइंड कर सकते हैं, फाइंड न्यूअर यूजर्स। जैसे लेट्स से पतंजलि ने बोला कि जो हमारी टूथपेस्ट है ना, वो दांत तो सही करती है, ठीक है, साथ में ये टूथपेस्ट बेसिकली, मतलब लेट्स से उन्होंने बोला हमने इसमें सब कुछ ऐसा डाला है कि अगर आपको कहीं पे चोट भी लगी है ना, तो ये, मैं बहुत रैंडम बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कहीं पे चोट भी लगी है ना, तो आप हल्का से दंत कांति लगाओगे ना, तो वो एरिया साफ सही हो जाएगा। मैं ऐसा होता नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अगर वो ऐसा बोले, तो वो एरिया फर्स्ट एड, वो टूथपेस्ट फर्स्ट एड की तरह वर्क करेगी। तो आपने नया यूज ढूंढ लिया उसका, नया यूज ढूंढ लिया, नया यूज ऐसे ढूंढोगे तो अब दांत करने वाला तो लगी, जो ब्रश करना था वो तो लगी रहे, लोग फर्स्ट एड की तरफ उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो, तो उसके न्यू यूजर्स आएंगे तो सेल बढ़ेगी इसलिए। ठीक है, ये आप तरीके यूज करके आप अपने मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हो, नए मार्केट में नहीं गए, नए कस्टमर, नए प्रोडक्ट लेके नहीं गए, उन्हीं में हो आप। ठीक है, दूसरा स्ट्रेटजी क्या है आपका,
मार्केट डेवलपमेंट, ये कहां पे आता है? ये आता है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, न्यू मार्केट्स में। नाम से समझो, नाम से समझो, मार्केट पेनिट्रेशन यानी जो मार्केट है उसी के अंदर ज्यादा डीप जाना है अपने को, कूदना है उसके अंदर, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट यानी आपको मार्केट बनाना है, डेवलप करना है, यानी नया मार्केट की बात हो रही है बेसिकली। तो आपको एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके नए मार्केट के अंदर कूदना है, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आपको नए मार्केट के अंदर कूदना है, दैट इज योर मार्केट डेवलपमेंट। तो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके न्यू मार्केट में जाओगे। तो लेट्स से पतंजलि जो है वो क्या करता है, अपनी दंत कांति को यूएई में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। हम यूएई में बेचेंगे, यहाँ तो बेच ही रहे हम, यूएई में भी बेचेंगे अपन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो वहां पे अभी उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट, नए मार्केट में चला गया वो, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेके न्यू मार्केट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना आपको, तो नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पड़ते हैं न्यू मार्केट्स के अंदर, आपको वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे भी टाइप्स करने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना पड़ेगा, शॉप्स खोलनी पड़ेगी जहाँ पे आपकी टूथपेस्ट बिक रही है, तो वहां पे आपको एफर्ट देना पड़ेगा, वहां पे आपको नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करेगा एक्सप्लोरिंग न्यू जोग्राफीज, न्यू जोग्राफी से सोचनी पड़ेगी, न्यू चैनल सोचने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सोचने पड़ेंगे आपको, वहां पे सेल कर रहे हो तो वहां के कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क करते हैं आपको सोचना पड़ेगा ना, जो इंडिया में आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो थोड़ी वर्क करेंगे वहां पे, ठीक है। और बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग और द प्रमोशनल मीडिया, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका मार्केट डेवलपमेंट। देन तीसरा है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ गया बेसिकली क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है आपको, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो न्यू प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स को, जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी के नाम नए प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हो, है ना, दैट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना है एग्जिस्टिंग मार्केट्स के लिए, है ना। एग्जांपल दें, सपोज करो दंत कांति है, दंत कांति बेच रहा है पतंजलि, टूथपेस्ट है। अब उसको पता है कि जो लोग कोलगेट खरीद रहे हैं, पेप्सोडेंट खरीद रहे हैं, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे हैं वो कूलिंग क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं ना, पेप्सोडेंट वगैरह में, ओरल उसके अंदर अपने कोलगेट वगैरह में कूलिंग क्रिस्टल्स वाले होते हैं, लाल कलर की, ब्लू कलर की, वो थोड़े से कूलिंग सी देते हैं मुंह में, ठीक है। तो कूलिंग क्रिस्टल्स वाली आती है, तो उसके लिए लोग उनके पास जाते हैं, कोलगेट वगैरह खरीद लेते हैं। वो पतंजलि थोड़ी खरीदेंगे उनको कूलिंग क्रिस्टल्स चाहिए तो पतंजलि ने बोला कि हम भी अब पतंजलि टूथपेस्ट लॉन्च करेंगे जिसके अंदर कूलिंग क्रिस्टल्स है, और नाम ऐसा कोई क्रेजी सा हिंदी वाला दे दिया, पतंजलि वायु, नहीं पता नहीं, मतलब कूलिंग क्रिस्टल तो कुछ तो उन्होंने बोल दिया, वायु करके कुछ तो निकाला, पता नहीं, अब देखिए, मतलब मे बी जस्ट इमेजिनिंग, राइट। तो उन्होंने ऐसा कुछ निकाला, तो वो बेसिकली एक नया प्रोडक्ट हो गया ना। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स को ही, जो एग्जिस्टिंग मार्केट ही है उनका, ठीक है, जो उनका ज्योग्राफी, जो जिन मार्केट्स में पहले से थे, जिनमें उनकी शॉप्स थी, जिनमें उनकी टूथपेस्ट सेल होती थी, उन्हीं के अंदर बस अब एक नया प्रोडक्ट भी सेल होगा। कौन सा वाला, कूलिंग क्रिस्टल्स वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो नए कस्टमर्स होंगे जो कूलिंग क्रिस्टल्स वाला खरीदते। दोस्तों देखो, मैंने बोला कस्टमर्स से आप ये मत समझो कि एक नया कस्टमर आया है, कस्टमर सेगमेंट की बात हो रही है। सेगमेंट तो सेम ही है ना, जो लोग ओरल केयर करना चाहते हैं, दांतों की सफाई करना चाहते हैं, वही खरीद रहे हैं ना अभी भी, इसको सेगमेंट सेम ही है। इसलिए मैंने कहा था कस्टमर सेगमेंट से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, आप ज्योग्राफी के बारे में सोचो, उसी ज्योग्राफी में, उसके बाहर नहीं, उन्हीं ज्योग्राफी में सेल कर रहे हैं, ठीक है, कूलिंग क्रिस्टल्स वाले। तो न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो अपन ने बेचा, जो अपन नया प्रोडक्ट लेके आए, उसके अंदर वो थोड़ा बहुत ना आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, एकदम नया नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे आपका क्या बोला गया है, द फर्म डायरेक्ट्स इट्स एफर्ट्स इन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलता जुलता है, उसी के अंदर आपने मॉडिफिकेशन किया, आपने बेस थी उसी को रखा, उसके अंदर कूलिंग क्रिस्टल्स डाल दिए, तो आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, या फिर आपने क्रिएशन किया नए प्रोडक्ट्स का। लेकिन वो जो नए प्रोडक्ट्स क्रिएट भी करे वो आपके एग्जिस्टिंग वाले से रिलेटेड होने चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नया क्रेजी कर दिया आपने, आपके एग्जिस्टिंग वाले से रिलेटेड ही होने चाहिए वो, ठीक है, रिलेटेड ही होने चाहिए वो लोग, ठीक है, तो जिनको आप करंट मार्केट के अंदर सेल कर सकें। तो उसी प्रोडक्ट का एक नया रूप बेसिकली, जैसे जैसे HUL है, मतलब अलग अलग FMCG कंपनीज हैं, अलग अलग वो बेचती हैं शैम्पूज, राइट। क्लिनिक प्लस आ जाता है, मेडिकेयर शैम्पू आ जाता है, अलग अलग शैम्पूज आ जाते हैं, राइट। अब उनमें कोई बोले कि हम अभी एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी लॉन्च करेंगे, तो वो रिलेटेड ही है, नया नहीं, रिलेटेड प्रोडक्ट ही है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट तो है एक तरीके से, नई कैटेगरी तो है, तो उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे क्योंकि रिलेटेड है उससे, ठीक है। देन ये आप समझ गए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब चौथा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप नए मार्केट में जाते हो, नए प्रोडक्ट लेके जाते हो। अब देखो नाम सारे बहुत ही इजी है समझना, मार्केट पेनिट्रेशन उसी के अंदर ज्यादा गहराई में जाना है, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप करना, नया प्रोडक्ट को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया प्रोडक्ट एंड नया मार्केट, मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है,
ठीक है, प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, ये एकदम ही नया है, मतलब प्रोडक्ट एकदम नया, जरूर भी नहीं रिलेटेड हो, अनरिलेटेड भी हो सकता है प्रोडक्ट, एकदम नया प्रोडक्ट, एकदम नया मार्केट, ठीक है, वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज पतंजलि अभी तक दंत कांति बेच रहा था, ठीक है, पतंजलि बोले अभी मैं बेबी डायपर्स ही बेचूंगी बेबी डायपर्स ही बेचूंगी, तो वो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, पतंजलि लॉन्चेस बेबी डायपर्स। अरे भाई बेचती है, एक्चुअल में बेचती है, एक्चुअल में बेचती है पतंजलि डायपर्स। क्या नाम है यार, पतंजलि शिशु केयर करके कुछ है, ठीक है, मैं है मैं आपको दिखाऊंगा यार, रुको, मजाक समझ रहे हो तो मेरी बात को, आओ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, पतंजलि, ये देखो, है ना पतंजलि डायपर्स, क्या नाम रखा है, पतंजलि शिशु केयर डायपर्स, आयुर्वेदिक करा होगा कुछ तो इसके अंदर मैंने, इसके अंदर तो है ना, बेच रहे हैं, शिशु केयर नाम रखा है उन्होंने, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एकदम नया कस्टमर सेगमेंट। अभी आप ओरल केयर के लिए करें, तभी आप बच्चों को संभाल रहे हो, मतलब बच्चों को डायपर पहना रहे हो, तो वो एक नया सेगमेंट है कम्प्लीटली ऑल टुगेदर, ठीक है, तो आपका मार्केट नया हो गया, प्रोडक्ट भी नया हो गया, ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ये बेसिकली आपके चार टाइप्स हो गए, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, न्यू प्रोडक्ट्स टू न्यू मार्केट्स, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे फर्म क्या करती है, डायरेक्ट करती है अपना एफर्ट, कहाँ डायरेक्ट करती है, लॉन्च करती है नए प्रोडक्ट्स इन नए मार्केट्स। अब ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, भाई भाई तुम खुद पतंजलि का नाम बन के दंत कांति, जरूर थोड़ी लोग आके उसका डायपर भी खरीदेंगे पतंजलि शिशु केयर, हाई रिस्क स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी हाई है, ठीक है, क्योंकि अब वो अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स है मार्केट से, पतंजलि जीन्स भी बना के बेच रहा था, वो हाई रिस्क स्ट्रेटजी हो गया ना, तो डाइवर्सिफाई कर लिया उन्होंने, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, रिक्वायर क्या करेगा, स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, जो आपके करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स है उसके बियॉन्ड जाके आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने पड़ेंगे, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको ये चार कैटेगरी समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये जो अपन ने तीन पढ़े ना, ये 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 आई होप आपको मेरे ये टिक्स दिख रहे हैं ना, मैं आप रुको, इसका थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अपन मोटा कर देते हैं कलर को, ठीक है, ये देखो, ये जो है पहला आपका ये मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट, ये तीन मिला के बनते हैं आपका इंटेंसिफिकेशन, ये तीन मिला के आपका बनते हैं इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। यानी यहां पे जो एनसॉफ ने आपको मार्केट मैट्रिक्स दिया, उसी को जब अपन वहां पे जाएंगे ग्रोथ के अंदर, इंटरनल ग्रोथ के अंदर, इंटरनल ग्रोथ के अंदर दो सब टाइप्स पढ़ोगे आप, एक इंटेंसिफिकेशन, एक डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन और कुछ नहीं है, ये जो तीन चीजें अपन ने पढ़ी, इन्हीं को मिला के इंटेंसिफिकेशन बोला जाता है, दिस दिस एंड दिस। इंटेंसिफिकेशन नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट्स में हो, उनके बाहर नहीं गए हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में हो या तो दोनों में से एक तो एग्जिस्टिंग है ना, दोनों में से एक तो एग्जिस्टिंग है, तो बेसिकली आप क्या करो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, आपने अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों नए ले लेते हो, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स, तब आप इंटेंसिफाई नहीं करो, तब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, जो यहां पे नाम है ना डाइवर्सिफिकेशन, तब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया डाइवर्सिफिकेशन का, एक सेकंड दो, ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। तो बेसिकली इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपन ये तीन चीजें पढ़ेंगे, एंड ये आपका डाइवर्सिफिकेशन दूसरा टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, ये देखो, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंटेंसिफिकेशन, हाई रिस्क इन्वॉल्व्स न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स, ठीक है, ये तीन एक कैटेगरी, ये एक अलग कैटेगरी, चलेगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, एंस ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक अपना यहाँ पे क्लोज हो जाता है, मैंने आपको एंस ऑफ पूरा समझा दिया, ठीक है, जो अपना टॉपिक आगे का था वो अपना क्लोज हो चुका है, यही अपना लिंक होगा वहां पे जाके इंटेंसिफिकेशन के अंदर, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपन और कुछ नहीं, यही तीन पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ समझा दिया। अब उनको एज इट इज जो यहाँ पे पढ़ने पड़ा, एज इट इज आपको वहां पे लिखना है जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, क्लियर। एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए पतंजलि के जो भी थे, शिशु केयर वगैरह जो थे, डाइपर्स वगैरह बेच रहा था पतंजलि, वो भी अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपन आते हैं, देखो, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आपके क्या क्या टाइप्स हैं, एक आपका इंटेंसिफिकेशन, एक आपका डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर क्या है,
पहले 3, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में चौथा कैटेगरी हो गया। इसके अंदर और सब टाइप्स निकल के आ जाएंगे आपके 3, वो अलग बात है, लेकिन आपका इंटेंसिफिकेशन टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना, ये खत्म, इसकी लेयरिंग खत्म, इसके आगे और कोई लेयर नहीं है, ये आपका एनसॉफ से डायरेक्टली लिंक हो गया। ठीक है, चलो तो अपना सबसे पहला अपन क्या करने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ के अंदर पहले इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी किस पे बेस्ड है, अपना एनसॉफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक है अपना एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन। इंटरनल के अंदर अपना है इंटेंसिफिकेशन। हमेशा ये डायग्राम याद रखना कि मैं कहाँ पे हूँ, उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स भी दे रखे हैं, उसके अंदर ये है एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, तो ये इंटरनल का है। बहुत ज्यादा ध्यान देके हायरार्की बनाइए, इंटरनल के अंदर आपका इंटेंसिफिकेशन है, तो ध्यान देना। पहला इंटेंसिफिकेशन, इसमें कंपनी क्या करती है, 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी है, बाकी तीनों, बाकी का सब उसी में से आएगा, इनसॉफ्ट में से। क्या 2 लाइनें, इसमें कंपनी इंटरनली ग्रो करना चाहती है, इंटरनली कैसे, इंटेंसिफाई करना चाहती है अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, एंड आगे तीनों ऑप्शंस लिख दिए जो अपने तीनों स्ट्रेटजी थी, क्या, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या था, बस इंटेंसिफाई करना अपने ऑपरेशंस को। देखो इसको इंटेंसिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या आप एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर हो, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग है ही, तो बेसिकली उसे इंटेंसिफिकेशन, जब सब कुछ नया हो जाएगा तो उससे इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। ठीक है सर, ऐसे करने से समझ में आएगा डाइवर्सिफाई, बट फील समझ गया ना तुम, बस वही बात है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसमें कंपनी क्या कर रही है, कैश ऑन कर रही है, यानी फायदा उठा रही है किसका, अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज का, जो उसने अभी तक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज बना रखी है, यानी जो उसने प्रोडक्ट्स बना रही है, जिस मार्केट्स में भी हुआ है, उन्हीं का फायदा उठा रही है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है, या तो उसकी प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टीज है या तो उसकी मार्केट्स में एक्सपर्टीज है, कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टिंग है ना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के नई जगह पर थोड़ी चली गई है, कुछ तो एग्जिस्टिंग रखी रही है ना दोनों में से, तो एग्जिस्टिंग का फायदा उठा रही है ना वो, इंटरनल कैपेबिलिटीज का फायदा उठा रही है। इसके बाद आप क्या लिखोगे इसके अंदर, एक्सप्लेन फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ एनसॉफ्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट 3, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, वो तीन आप एक्सप्लेन कर देना एज इट इज, वर्डिंग जैसी वहां पे थी, कुछ और नहीं, आपका एक टॉपिक खत्म ग्रोथ का। क्लियर, आगे लिख दिया लेटर इन द चैप्टर टॉपिक 2.1, वो अपन पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर, अब आपका क्या स्टार्ट होगा, डाइवर्सिफिकेशन। उसका चौथा टाइप क्या था, डाइवर्सिफिकेशन, एंड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अलग अपने बहुत सारे सब ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी, तो बेसिकली 3 आपके इंटेंसिफिकेशन बन गए, एंड जो चौथा वाला था वो खुद में अलग टॉपिक है, डाइवर्सिफिकेशन। समझ गए आप, चलो अब वो डाइवर्सिफिकेशन के अपन सब क्लासेस पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, वही जो अपन ने पढ़ा, क्या कि न्यू प्रोडक्ट्स है, न्यू न्यू इसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, न्यू प्रोडक्ट लाइंस लेके आ रही है, न्यू सर्विसेज न्यू मार्केट्स में कूद रही है। ठीक है, जिसके अंदर सब्सटेंशियली डिफरेंट स्किल्स लग रही है, टेक्नोलॉजी लग रही है, नॉलेज लग रही है। आप समझ रहे हो क्यों इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं है, सब कुछ नया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो। सपोज करो कोर्स भी आपको नया लेना है, 12th तक थे, एक शहर में थे, अब आप नई सिटी में जाओगे, नया कोर्स करोगे, सब कुछ आपको नहीं लगेगा यार ये मैं कहाँ आ गए, तो एकदम अलग दुनिया है, सब कुछ एक नया नया लगेगा ना, थोड़ा थोड़ा खोइस खोइस रहोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर, तो नया कोर्स समझने में, नई सिटी तक कस्टमर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वहीं अगर आप एग्जिस्टिंग सिटी के अंदर ही रह के नया कोर्स करते, ज्यादा कंफर्टेबल लगता आपको, कि चलो एटलीस्ट मेरा शहर तो वही है, शहर से तो यूज तो नहीं होना है, खाना तो मम्मी बना के दे रही है मुझे, घर में ही हूँ, घर वाले हैं, सिर्फ कोर्स नया है, कम स्ट्रगल होता, सब कुछ नया करना है यहाँ पे आपको, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को अलग रखा गया कंपेयर टू इंटेंसिफिकेशन से। समझे आपको, ठीक है, ये आपका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब डाइवर्सिफिकेशन के आगे बहुत सारे सब टाइप्स हैं। देखो आप यहां पे देखोगे, एक इसका कंसेंट्रिक है, एक इसका इनोवेशन है, एक इसका कॉन्ग्लोमेरेट है। ठीक है, फर्क क्या आ जाता है, जब आप डाइवर्सिफाई करते हो किसी रिलेटेड बिजनेस के अंदर, कि जो मैं जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूं वो मेरे एग्जिस्टिंग वाले से कहीं ना कहीं तरीके से रिलेटेड है, एकदम बिल्कुल नया नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, एकदम नया नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, वो कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक मतलब एक तरीके से समझो कंसंट्रेट हो गया, तो उसी के आसपास है। ठीक है, अगर आप एकदम ही नया खोलने जाओ कि बिल्कुल कुछ रिलेटेड ही नहीं है मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से, उसे अपन बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, एकदम नया है कॉन्ग्लोमेरेट। और इनोवेशन एक्चुअल में क्लासिफिकेशन है नहीं, इन्होंने पता नहीं क्यों डाला यहाँ पे यार, मेरे को नहीं, इनोवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, अलग कैटेगरी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने नई कैटेगरी बना दी जबरदस्ती का, 2 में खत्म नहीं हो रहा था काम, तीसरा डालते इनोवेशन, नहीं है वो कैटेगरी, ये 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनोवेशन डाल दिया, लेकिन अब ठीक है पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन नहीं, तो आप समझ के रिलेटेड होगा तो ये, और कॉन्ग्लोमरेट होगा तो अनरिलेटेड एकदम। ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर रिलेटेड वाला यहाँ पे कैसे आ गया, रिलेटेड वाला तो मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था। देखो दोस्त, वहां पे अलग चीज थी, वहां पे अपन ने क्या बोला था, हम नया प्रोडक्ट बेचेंगे एग्जिस्टिंग मार्केट्स के अंदर, जैसे पतंजलि
अभी दंत कांति बेचता है, उसने बोला हम कूलिंग क्रिस्टल्स वाला दंत कांति बेचेंगे, तो नया प्रोडक्ट लेके आया एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही, एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी इसके अंदर ही, लेकिन प्रोडक्ट नया था, वो प्रोडक्ट उसका रिलेटेड होना चाहिए एग्जिस्टिंग वाले से, ठीक है, तभी जाके वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनेगा। वो पेस्ट ही लेके आया, टूथपेस्ट ही लेके आया है, नया फीचर है, नया मॉडिफिकेशन कर दिया, लेकिन है तो टूथपेस्ट ही, रिलेटेड है ना एग्जिस्टिंग वाले से, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वहां पे मार्केट भी सेम था, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रिक के अंदर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पहले, उसके बाद कंसेंट्रिक होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स दोनों ही नए हैं, अब उनके अंदर जाके आपका आपका अगर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत लिंक है आपके एग्जिस्टिंग वाले से तो कंसेंट्रिक, एंड अगर आपका हल्का बहुत भी लिंक नहीं है तो कॉन्ग्लोमरेट है। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, विच बेसिकली मींस आपका प्रोडक्ट भी नया होना चाहिए एंड आपका मार्केट भी नया होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर अपन बढ़ते हैं अलग अलग चीजों की तरफ, कंसेंट्रिक इनोवेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट समझने की तरफ, ठीक है। देखो अब सबसे पहले उन्होंने बताया है कि रीजन बताओ कि डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों है, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद पहुंचेंगे वहां पे अपन। रीजन बताया कि भाई देखो इससे आप ग्रेटर ग्रोथ कर सकते हो, भाई इंटेंसिफिकेशन कर करके क्या कर लोगे आप, कितना ही कर लोगे इंटेंसिफाई, आपको ग्रेटर ग्रोथ अचीव करनी है तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे जोमेटो है, जोमेटो क्या कर रहा है अभी तक, मतलब ब्लिंकिट से पहले क्या करता था, वो हर सिटी के अंदर सेम अपनी फूड डिलीवरी ले जा रहा है, फूड डिलीवरी हर नई सिटी में जा रहा है, नए मार्केट्स में कूद रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है ना, तो मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है। अब उससे ग्रोथ आएगी आपकी, लेकिन कितनी ही, अगर आपको उसके भी बियॉन्ड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लिंकिट भी लेना पड़ेगा, ब्लिंकिट भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप ब्लिंकिट ब्लिंकिट एक नया प्रोडक्ट हो गया, नया मार्केट हो गया ऑल टुगेदर, है ना। तो ये क्या करता है, ग्रेटर ग्रोथ करेगा, नया मार्केट ही आ गया आपके पास एक तरीके से, एंड ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लाके देगा इंटेंसिफिकेशन से, ठीक है। ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को ज्यादा इफेक्टिवली। आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, मार्केटिंग बहुत अच्छे से करने आती है आपको, आपके पास आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, उनको आप यूज कर सकते हो नए बिजनेस के लिए, नए नए बिजनेस के अंदर जाने के लिए। जैसे जोमेटो की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वही मार्केटिंग वो ब्लिंकिट के लिए भी यूज करता है ना। तो आपकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करता है वो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलते हैं, सिनर्जी मिलती है आपको, क्योंकि आप जब नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग वाले की सेल्स भी बढ़ती है। जब नए प्रोडक्ट ऐड करते हो तो आपके एग्जिस्टिंग वाले की सेल्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। अब ब्लिंकिट ब्लिंकिट किसी सिटी में पहुंचेगा तो वहां पे उसको जोमेटो का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वहां पे वो अपना फूड डिलीवरी कर सकता है, यहाँ फूड डिलीवरी कर लिया उसने, तो वहां पे अपना वो ब्लिंकिट भी ओपन कर सकता है कि अच्छा यहाँ की सिटी सिटी के डायनामिक्स कैसे हैं, लोग कितना खर्च करते हैं, उसको डेटा मिले, सिनर्जी मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। कॉम्बो भी बना सकते हो अगर आप वो करोगे तो, ठीक है। तो सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, एक प्रोडक्ट से आपको दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी फायदा मिलता ही है हमेशा, कि एक नए प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के भी अंदर फायदा मिलने वाला है आपको। जैसे समझो ना आप, जो पतंजलि का दंत कांति लेते हैं, उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे ना कि हम पतंजलि का शिशु के डायपर भी लेंगे, होंगे ना, तो उनको फायदा मिलेगा ना, सिनर्जी मिलेगी ना उस चीज की, नहीं मिलेगी क्या, कुछ तो लोग आएंगे ना कॉमन, ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत सिनर्जी का बेनिफिट्स मिलता है, बिना उसके बेचते शायद उतना फायदा नहीं मिलता, लेकिन अब फायदा ज्यादा होगा, बेसिकली वो बात है सिनर्जी, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है डाइवर्सिफिकेशन के, दो टाइप्स मैंने आपको बोले, ठीक है, तीन बेसिकली, लेकिन एक्चुअल में दो, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट एंड इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जब आप थोड़े से रिलेटेड बिजनेस में जाते हो, तो थोड़ा सा रिलेटेड है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से, वहां पे आपको सिनर्जिस्टिक एडवांटेज मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे ब्लिंकिट एंड आपका जोमेटो रिलेटेड है, दोनों ही डिलीवरी कर रहे हैं, फूड की मतलब फूड डिलीवरी कर रहे हैं, एक फूड की कर रहा है, एक ग्रोसरी की डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटेड बिजनेस हो गया ना, दोनों में ही राइडर मॉडल है, कि राइडर लेके आएंगे वो करेंगे सब कुछ, दोनों में ही वो मॉडल है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सेम राइडर को आपने जोमेटो की टी शर्ट पहना दी, वो खाना वो खाली बैठा हुआ है ब्लिंकिट का, तो वही जोमेटो का डिलीवरी करने चला गया। बेनिफिट कितना, सिनर्जी कितना है, देखो एक ही रिसोर्स को यूज कर सकते हैं आप, खाली बैठा हुआ तो, है ना, तो सिनर्जिस्टिक एडवांटेज है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट के अंदर क्या होगा, बिल्कुल अनलिमिटेड होगा आपका, करंट वाले और नए वाले में कोई रिलेशन नहीं है, इनटू अनलिमिटेड बिजनेसेस टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे पतंजलि ने क्या किया था, उसने पहले वो आया तेल वगैरह, दंत कांति वगैरह, ओरल केयर वगैरह, फार्म एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेसिकली, फिर एक सिम निकाल दी उसने अपनी, व्हाट्सएप मैसेंजर जैसा उसने एक मैसेजिंग ऐप निकाल दिया अपना, जीन्स निकाल दी उसने अपनी, जीन्स भी सेल करने लग गया था एक टाइम के लिए, तो शिशु के डायपर निकाल दिया, शिशु के डायपर तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये जो चीजें थी ये एकदम अनरिलेटेड है, ये इंडस्ट्री एकदम अलग है। आप देखो टेलीकॉम एक अलग इंडस्ट्री, एकदम कैपिटल इंटेंसिव, बहुत हैवी कैपिटल लगती है,
टूथपेस्ट में क्या बना के बेचनी है, तो बहुत अलग अलग है, बहुत बिल्कुल रिलेशन नहीं है, खत्म है ऑलमोस्ट रिलेशन के बीच में। दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। देन इनोवेशन इन्होंने डाला है तो करना पड़ेगा, वैसे कुछ होता नहीं है अलग से इनोवेशन, इन्हीं के अंदर इनोवेशन होगी जो हो रही है। सब में इनोवेशन चाहिए ना आपको, बिना इनोवेशन के क्या कर सकते हो आप? कूलिंग क्रिस्टल आपको दंत कांति में ऐड करना है तो इनोवेशन लगेगी ना आपको, R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बिना इनोवेशन के हो सकता है क्या? हर चीज में इनोवेशन चाहिए, उसका अलग कैटेगरी क्यों बनानी तुमको? गॉन केस इन लोगों का, छोड़ पढ़ो बस चुपचाप, ठीक है, जो दे रखा पढ़ते हैं अपन बस, चलो पढ़ती 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 यही होता है ना, क्या पढ़ती पढ़ते पढ़ती, या सॉरी फिफ्थ में छोड़ दी थी यार संस्कृत, उसके बाद आई नहीं, तो फिफ्थ एट्थ के बाद नहीं आई शायद, तो याद नहीं थोड़ा सा ना, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर आप सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का टाइप 1 करेंगे अपन, देख रहे हो आप, ये बी था एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके अंदर B.1 है डाइवर्सिफिकेशन का टाइप 1, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी अपन कहाँ पे हैं, अपन पहुंच रहे हैं यहाँ पे कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, जिसमें कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा रिलेटेड है। सबसे पहले समझो, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, वो तो मैंडेटरी है डाइवर्सिफिकेशन पहुंचने के लिए। उसके अंदर आपका जो बिजनेस है थोड़ा सा रिलेटेड है आपके एग्जिस्टिंग वाले से, ठीक है, वो यहां पे होना चाहिए पहला, ठीक है। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होगा, आप जाओगे रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर, आपका बिजनेस ऑलरेडी रिलेटेड है उस बिजनेस से, ठीक है। यहां पे द न्यू बिजनेस इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू व्हाट, कैसे लिंकेज हो सकता है, कुछ प्रोसेस कॉमन हो सकता है, एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो कॉमन है, कोई टेक्नोलॉजी कॉमन हो सकती है, कोई मार्केटिंग का तरीका कॉमन हो सकता है, जिससे सिनर्जी ज्यादा मिलेगी आपको। जैसे मैंने कहा ना, ब्लिंकिट जोमेटो के बीच में कितना ज्यादा ओवरलैप है, ऐप ऐप है, दोनों में मार्केटिंग सेम ही टीम कर रही होगी लाइकली, टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है, प्रोसेस दोनों में सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना, राइडर है, राइडर को हायर करना है, मॉडल भी सेम है, बस उसके स्टोर्स आपको ब्लिंकिट के अलग से मेंटेन करने हैं, ग्रोसरी परचेज खुद से करनी है, और वहां पे वैसा नहीं है जोमेटो के अंदर, वहां पे आपको डिलीवरी रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप रखनी है, तो वो मॉडल अलग हो गया बस, लेकिन कितना ओवरलैप है सोचो। एक टीम जो जोमेटो को ऑलरेडी चला रही है, उनको सब कुछ समझ में आता है, राइडर मॉडल कैसे हैंडल करना है, राइट, कैसे ऐप मेंटेन करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, उन्हीं को आप ब्लिंकिट की भी हैंडल करने दे सकते हो, डिफरेंस ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। वरना आप अगर अगर एक नई कंपनी ब्लिंकिट खोलती, उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता सब करने का, उसको सब कुछ स्क्रैच से अपनी लर्निंग डेवलप करनी पड़ती, लेकिन जोमेटो वाले को ब्लिंकिट करने बोल दिया तो फायदा है, ठीक है, तो सिनर्जी मिलेगी, ठीक है। पहली लाइन तो आप ये लिखेंगे। अब इसके बाद आगे जो लिखा है उन्होंने फालतू लिखा है, जरूरत नहीं थी इनको लिखने की, बट लिखो पढ़ो क्या, दस द न्यू प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट आप बेचोगे इज बेसिकली अ स्पिन ऑफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, प्रोसेस टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग उसका एक स्पिन ऑफ है, ठीक है, कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर विद देम। मतलब इसका मतलब क्या है, स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप यहां जा रहे थे, आपने यहां फेंक दिया कुछ, तो अरे स्पिन ऑफ, ठीक है, यहां जा रहे थे, रास्ता यहां था, आपने यहां से कुछ अलग निकाल दिया तो स्पिन ऑफ हो गया। तो मतलब बेसिकली यहां तक कुछ कॉमन था, यहां से आप कुछ अलग चले गए। मूवीज के अंदर कितना होता है स्पिन ऑफ, है ना, मूवीज के अंदर कितना स्पिन ऑफ होता है कि एक पूरी सीरीज बनाई, उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर थे, स्टोरी चल रही थी पूरी मस्त सी, फिर उनको मालूम पड़ा एक कैरेक्टर अलग से पॉपुलर हो गया, तो उस कैरेक्टर के ऊपर अलग से सीरीज बना दी, स्पिन ऑफ ही तो है। उसी यूनिवर्स के अंदर से एक कैरेक्टर को पकड़ के एक नई नई सीरीज बना दी, नया नया सीरीज बना दिया, नया नया मूवी बना दिया उस एक कैरेक्टर के ऊपर, वो स्पिन ऑफ है, रिलेटेड है उसी उसी यूनिवर्स से, लेकिन अलग भी है, क्योंकि उस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, उसमें कंटिन्यूएशन में नहीं है स्टोरी, लेकिन एक कैरेक्टर को उठा के लिंकेज तो आ गया ना पूरा, कैरेक्टर तो सिमिलर हो ही जाएंगे ना। कौन सी आई है अभी रिसेंट में, कोई आई है क्या स्पिन ऑफ, आई है क्या कुछ, मतलब आई थिंक एवेंजर्स का पूरा, मार्वल का पूरा स्पिन ऑफ ही तो चल रहा है, सारे कॉमिक कैरेक्टर्स की अलग अलग सीरीज चल रही हैं, सब साथ में और आ जाते हैं वो लोग, तो एक ही यूनिवर्स है लेकिन स्पिन ऑफ भी बहुत सारे हैं उनके। क्या जरूरत थी बताने की, नहीं बस ऐसे ही एग्जाम्पल आया, बता दिया मैंने आपको। कनेक्टेड इन लूप लाइक मैंने, देखो मार्वल से ज्यादा लूप लाइक क्या होगा, इतना लूप है, इतना लूप है कि भाई मैं तो एवेंजर के आगे फॉलो ही नहीं कर पाया, किसी की सीरीज अलग आ रही है, किसी की मूवी अलग आ रही है, सीरीज भी देखनी है, मूवी भी देखनी है, मतलब मैं फॉलो ही नहीं कर पाया, फेस चेंज हो रहे हैं। एवेंजर्स तक अपन ने पूरा फॉलो किया, जो एंड गेम आई थी वहां तक अपन ने पूरा फॉलो किया, उसके आगे भाई नहीं कर पाए। अभी डूम्सडे आएगी तो शायद फिर से थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो लूप लाइक मैनर में कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो क्लोथ बनाने वाला बंदा है, वो शू बिजनेस के अंदर कूद गया, अब वो शू बनाएगा, शू बना के बेचेगा, देखो रिलेटेड है, एकदम अलग अलग हो गया, देखो प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी एकदम नया है, क्लोथिंग का कस्टमर सेगमेंट अलग है, शू का सेगमेंट अलग है, लेकिन रिलेटेड है। दोनों के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, फैब्रिक लेके आने का,
ठीक है, आपके स्टोर्स ओपन करने का वो सेम होता है। देखिए क्लोथिंग के भी जो स्टोर्स होते हैं उनके उनके भी स्टोर्स आपको ओपन करने पड़ते हैं, शू के भी आपको स्टोर्स अलग अलग ओपन, तो ओवरलैप एकदम अलग नहीं है। इट्स नॉट लाइक ये क्लोथिंग है और सिम बना के बेच रहे हैं, नॉट लाइक दैट, एकदम रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका हो गया कंसेंट्रिक। ठीक है, अब इसके अंदर टाइप्स हैं। ठीक है, समझ गए आप अपन कहाँ पे हैं, कंसेंट्रिक पे हैं। इसके अंदर अभी टाइप्स हैं क्या, एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक है इसका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको बताया हुआ है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था जेनेरिक स्ट्रेटजीज के अंदर, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। इसके अंदर आपका एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है, एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है कंसेंट्रिक के अंदर। क्या है देखो, अगर कंपनी अभी यहाँ पे है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो एक प्रोसेस फॉलो करती है, राइट, मतलब वो रॉ मटेरियल अक्वायर करती है, ठीक है, फिर यहाँ जाता है, एक सेकंड हटने दो, ये रॉ मटेरियल अक्वायर करती है कंपनी, ठीक है, उसके बाद कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचती है जहाँ से वो सेल होता है। ये उसकी एक वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन पढ़ के आए हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस माइकल पॉटर का, ये उसकी एक वैल्यू चेन है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे अपन क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ये वर्टिकल है, सीधी लाइन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसी होती है। ठीक है, तो ये अभी वर्टिकल है। जब आप इसी लाइन में हो, उसी वैल्यू चेन में हो, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी इसी लाइन में बैठे हुए हो, आपकी वैल्यू चेन में हो। ठीक है, अभी मैं यहां बना के बेच रहा था, अगर मैं यहां जाके जो मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर है, मैं उसी उसी के बिजनेस में कूद जाऊं कि मेरा रॉ मटेरियल मैं ही बनाएगा, अभी किसी से खरीदने का जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, या मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के बिजनेस में मैं ही कूद जाऊं कि अब डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही करेगा खुद का बिजनेस को, खुद के प्रोडक्ट को, मैं उसमें कूद जाऊं, तो मैं उसी वैल्यू चेन में हूं। ठीक है, मेरे ही प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ हो रहा है, उसी वैल्यू चेन में हूं, इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, कि या तो मैं पीछे चला गया एक स्टेप, या मैं एक स्टेप आगे चला गया, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। समझा आपको। अब वर्टिकल के आप यहां से समझ चुके हो कि दो टाइप्स हैं, क्या, एक आगे जाना, एक पीछे जाना। तो आगे जाएगा तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ पे आगे गया। पीछे गया तो क्या बोलेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो तो अपने यहाँ पे क्या हो गया, आ जाओ अपन डाइवर्स, हैंग हो गया, इसको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, रुको। देखो ये कंसेंट्रिक के अंदर एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल समझ के एक ही लाइन में रहना है, और हॉरिजॉन्टल मतलब आप ऐसे हो, यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रहे हो। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल के अंदर आपके एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है, मैंने आपको समझा दिया। बस अभी अपने को दोनों पढ़नी है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी अपन समझेंगे। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले इसके टाइप्स के अंदर क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एक चीज ध्यान रखनी, सब डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट चल रहा है, सब, एंड वो भी इंटरनल का पार्ट चल रहा है। इंटरनल यानी खुद से करना है, खरीदना नहीं है किसी कंपनी को, खुद से करना है। तो ये मत बोल देना कि सर हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर, उसको बिजनेस को अक्वायर कर लेते अपन। अरे बाबा वो अलाउड नहीं है, इंटरनल के अंदर अपन है अभी, है ना, अपने को उसके बिजनेस में खुद से कूदना पड़ेगा, खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को अंदर। ऐसे नहीं किसी को खरीद लिया अपन, किसी के बिजनेस को खरीद लिया आपने, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलो, तो आपका वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हर एक के अंदर आपको क्या लिखना है कि आप हो कहां पे, वो याद दिलाना है आपको। सबसे पहले आंसर के अंदर क्या याद दिलाएंगे कि वर्टिकली भाई किसका हिस्सा था, कंसेंट्रिक का हिस्सा था। तो सबसे पहले लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको सबसे पहले याद दिलाना है कि मैं कहां पे हूं, ताकि आपको भी याद है, उसको भी मालूम पड़े कि आप कहां पे हो। ठीक है, जहां पे कंपनी क्या करती है, एंटर्स बिजनेसेस विच आर वर्टिकली रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, वर्टिकली उसके बिजनेस के रिलेटेड है, बाय मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे जा रही है, या बैकवर्ड जा रही है वैल्यू चेन के अंदर। ठीक है, एंड वहां पे जाए नया बिजनेस बना के आ जाए। उसके दो टाइप्स क्या हो गए, एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड क्या होगा, आप एक स्टेप पीछे चले गए, यानी अभी आप बनाते थे यहाँ पे रॉ मटेरियल, सॉरी आप यहाँ पे बनाते थे प्रोडक्ट, और आप एक स्टेप पीछे जाके आपका जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लगता है ना, अभी आप किसी और से एक्वायर कर रहे थे, आपने बोला अभी रॉ मटेरियल भी मैं ही बनाएगा, तो अब एक स्टेप पीछे चले गए, दैट इज बैकवर्ड। टाइप ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन विच फर्म्स मूव्स बैकवर्ड इन द वैल्यू चेन, एंटर्स द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स, जो आपको इनपुट दे रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको फायदा क्या होगा, आप एक एफिशिएंट सप्लाई चेन मेंटेन कर पाओगे, किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, उनके फालतू के नखरे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी होता है ना, सॉरी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सॉरी, आपका तो सप्लायर है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर आपका वो सप्लायर हो गया, उसके कुछ टंटे आपको संभालने नहीं है, बोले यार मेरे को मेरे बिजनेस में कंट्रोल मेरे को ही रखना है, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं रॉ मटेरियल किसी और पर डिपेंडेंट। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उससे क्या होगा, फर्म का कंट्रोल बढ़ जाएगा वैल्यू चेन के ऊपर, सप्लाई कैपेबिलिटी के ऊपर।
वो खुद से कंट्रोल कर पाएगी। वरना क्या होगा कि मुझे कुछ प्रोडक्ट, मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे अडानी पावर, ठीक है, अडानी पावर क्या करता है, पावर बनाता है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी बना के बेचता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पावर टाइप कौन सा है, थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल यानी जो कोल वगैरह से बनती है, नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है, उसे थर्मल बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, थर्मल। अब थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, उसमें लगता है कोल, ठीक है। अब कोल कई बार थोड़ा इंडिया में भी है, कई बार अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई हमारी देश की इलेक्ट्रिसिटी तब बनेगी जब बाहर से कोल आएगा हमारे पास, ठीक है। एंड वहां पे भी सप्लाई चेन फ्लक्चुएशन है कि एक्सचेंज रेट वगैरह के लफड़े, कुछ वहां पे ट्रम्प चाचा ने कुछ कर दिया ऊपर, कुछ किसी के ऊपर हमला वगैरह कर दिया, किसी को उठा के लेके चले गए किसी प्रेसिडेंट वगैरह को, तो वापस फालतू के और कुछ ग्लोबली प्रॉब्लम हो जाती है, अपने हाथ में तो है नहीं वो, ठीक है। तो आपने अडानी पावर ने क्या बोला, भाई छोड़ो यार, कोल माइन भी अपन ही खरीदेंगे अभी, कोल माइन भी अपन ही ऑपरेट करेंगे, ताकि अपना कोल अपने पास है। खरीदी थी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोल माइन खरीदी थी उन्होंने, ठीक है, मतलब बहुत है उनके पास कोल माइन्स, ताकि कोल भी अपना अपने पास से ही आए, फालतू अपने को लेना देना नहीं है, अपन अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। तो दैट इज, आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए आपने खुद से एक्वायर, आप खुद ही बना रहे हो, खुद ही सप्लाई कर रहे हो खुद को। तो इट इज, यू आर इन द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स टू एंश्योर इफेक्टिव सप्लाई। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन सप्लाई कैपेबिलिटी आपके पास बेटर कंट्रोल हो जाएगा, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एंड दूसरा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, भाई जब मैं ही बना रहा हूँ तो मैं खुद को थोड़ी मार्जिन देके बेचूंगा, खुद के लिए तो बना रहा हूं मैं। तो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट्स, ठीक है। एग्जाम्पल एक और हो सकता है, जैसे सपोज करो लेस है, लेस है ना, लेस चिप्स होती है, उसमें आलू लगता है, ठीक है, आलू लगता है उसके अंदर, आलू खाओगे गाइस, ठीक है, तो उसके अंदर आलू लगता है। वो आलू कहाँ से आएगा, वो खरीदती होगी कोई ना कोई पोटैटो मैन्युफैक्चरर से, या फिर जो कोई तो फैक्ट्री होगी जो पोटैटोस को प्रोसेस करके इनको सेल करती होगी। व्हाट इफ दे से कि हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे अपनी पोटैटो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, कर सकते हैं क्योंकि उनको चाहिए। तो वही ये लिखा हुआ है। एक और भी हो सकता है, एक सुपरमार्केट चेन फार्म्स एक्वायर कर ले, सुपरमार्केट सब्जियां बेचती है, सब कुछ बेचती है, बोले हम खुद ही फार्म्स लगाएंगे, खुद ही वहां पे सब्जियां उगाएंगे, खुद ही बेचेंगे। ये बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो बैकवर्ड चले गए आप, खुद का जो आपको माल चाहिए आप उसी उसी को खुद ही बना रहे हो, ठीक है, खुद से ही ले रहे हो माल को, ठीक है। देन आपका है नेक्स्ट, भाई यूट्यूब, माल इज गुड्स, ठीक है। गुड्स, सबटाइटल्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आई होप एल्गोरिथम समझ गया मेरी बात कि मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज कि आप आगे चले गए एक स्टेप, ठीक है। अभी आप क्या बना रहे थे, ठीक है, अभी आप जो बना रहे थे, अब वो जहां पे जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट जहां कंज्यूम होता है या जो अगले जगह पे जाता है, वो भी अब आप खुद ही ऑपरेट करोगे, ठीक है। सपोज करो एक कॉफी मैन्युफैक्चरर है, वो कॉफी बनाता है, वो बोले हम खुद ही कॉफी का कैफे भी बना देंगे, कॉफी का कैफे भी बनाएंगे भी, ठीक है। हम कॉफी बनाते ही हैं, मतलब वो फाइन वाली कॉफी बनाते ही हम बेचते ही हैं उसको, हम कॉफी का कैफे भी बना देंगे जहां पे लोग आके कॉफी पियेंगे, एंड हम हमारी कॉफी यूज करके, कॉफी पाउडर यूज करके उनको कॉफी बना के पिलाएंगे, हम कमाएंगे भी उसी से। तो अगर वो बेसिकली कहाँ गई, वो एक स्टेप आगे गई, जो जिस इंडस्ट्री में उनका प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो वहां चली गई, ठीक है। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, वो बोले हम खुद का स्टोर लगाएंगे, हम वहां पे खुद से फोन बेचेंगे, होते ही हैं, सैमसंग के खुद के स्टोर्स हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स ही बहुत सारे हैं कि हमने टाइप कर दिया, किसी को ऑथराइज कर दिया कि वो तुम्हारे फोन बेचो। अगर वो खुद ही एक स्टोर खोल दे सैमसंग की, हम खुद ने स्टोर खोला, हम खुद ही हमारा फोन बेचेंगे, व्हाट व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो आप बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन चेन में चले गए ना एक तरीके से, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें आप मूव फॉरवर्ड करते हो इन द वैल्यू चेन टुवर्ड्स द एंड कस्टमर। आप एंड कस्टमर की तरफ जा रहे हो, है ना, धीरे धीरे करके आप एंड कस्टमर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आगे क्या है, यहां आप बना रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, आगे आपका यूजर है आपके प्रोडक्ट का, उसके आगे एंड कस्टमर ही तो है, तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ ही तो बढ़ रहे हो, है ना, वही चीज, टुवर्ड्स द एंड कस्टमर बाय एंटरिंग बिजनेस दैट यूज योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमारा ही होगा, जैसे सैमसंग का मैंने बोला, एप्पल का मैंने बोला, खुद के स्टोर्स खोलते हैं वो लोग, नेटिव खुद के स्टोर्स हैं उनके, कहीं जो इंडिया में है वो काफी पॉपुलर हैं, जो काफी बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उन्होंने खुद ने ओपन ऑपरेट कर खुद ने ओपन किए हैं, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा कि हम खुद ही कमाएंगे खुद ही बेचेंगे, ठीक है। देन
इट इंक्रीज क्या करता है, कंट्रोल इंक्रीज करता है ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, हम हमारे हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव्स कस्टमर रिलेशनशिप, हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। किसी और के पास जाएंगे, अब वो पता नहीं कैसा बना के बेच रहा है, कैसा फोन बेच रहा है, कस्टमर खुश रख रहा है नहीं रख रहा है, हमें मतलब नहीं है। अगर हम खुद ही बना के खुद ही सेल करेंगे हमारे फोन्स, तो हम कस्टमर को ज्यादा खुश कर सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं उनको हम, ठीक है। उससे लार्जर शेयर मिल जाता है आपको वैल्यू चेन का। वही मैंने आपको बोला, कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर ओपनिंग अ कॉफी कैफे, समझिए आपको ये चीज, ये हो गया क्या, ठीक है। कहाँ पे हैं, फिर याद दिला दूँ, बाद में मैं आपको याद दिलाऊंगा कहाँ पे थे अपन। हम थे डाइवर्सिफिकेशन के ना, जिसमें न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट है। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कंसेंट्रिक, जिसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, रिलेटेड है बिजनेस थोड़ा बहुत आपके एग्जिस्टिंग वाले से। उसके अंदर अपन ने पढ़े दो, क्या, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाले के दो टाइप्स वाले खत्म करें, तो अपन कहाँ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले पे जाएंगे। मैंने क्या बोला कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसी वैल्यू चेन के आगे या पीछे गए तो वर्टिकल, अगर आप उसी लाइन में बैठे हुए हो तो वो हॉरिजॉन्टल। सर उसी लाइन में का मतलब क्या है, उसी लाइन में का मतलब है जो आप बना के बेच रहे हो, तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ और, कोई ना कोई बना के कुछ और बेच ही रहा होगा, वो आपका वर्टिकल हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली वैल्यू चेन नहीं है, बट रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप जोमेटो, तो आप यहाँ पे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। आप ऐप बनाते हो, ऐप बना के कस्टमर उसके ऊपर आता है, कस्टमर को डिलीवरी करते हो। उसी तरीके से ब्लिंकिट भी तो सेम ही काम कर रहा है एक तरीके से, वो भी तो सेम स्टेज के ऊपर ही है कि हमने ऐप बनाया है, ऐप पे कस्टमर आता है, वहां पे ऑर्डर प्लेस करता है एंड हम डिलीवर कर देते हैं, सेम स्टेज पे है। लेकिन वैल्यू चेन में आगे पीछे नहीं है, उसी की जगह पे है, उसी की तरह है, तो वो वर्टिकल हो गया, वो सॉरी वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर अपन ये कर सकते हैं कि, आ जाओ, हॉरिजॉन्टल में आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन, सेम स्टेज है प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन का, ठीक है। इंक्लूडिंग आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके प्रोड्यूसर्स को आप खरीद सकते हो, ठीक है। कि मतलब जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसके साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जाता है, उसी के प्रोड्यूसर्स को हमने ले लिया, ठीक है। या फिर अपन ने प्रोड्यूसर्स ऑफ बायो प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बायो प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को ही चला कर लिया अपन ने, ठीक है। मतलब जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है उसी के बेसिस पे हम अपन कूद गए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है वैसे, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के बेसिस पे आप कैसे कूदोगे, आप उसमें ऑलरेडी हो, ठीक है। उसमें आप ऑलरेडी हो ना, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तभी तो आपका है, और आप बैठे हो इंटरनल के अंदर, एक्सटर्नल के अंदर तो नहीं हो, आप इंटरनल के अंदर हो। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को तो आपको डायरेक्टली एक्वायर करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल का पार्ट बन जाएगा, इंटरनल का थोड़ी है, तो उसको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। गलत है लेकिन आपको यहीं रखना, समझना पड़ेगा। मैं भाई अभी तो मैंने बोला था, इनका इंटरनल एक्सटर्नल प्राइमरी क्लासिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए था, वो नीचे आता है, आपने पहले उसको बना दिया तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो बट आइडियली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी यहीं पे आएंगे आपके, अगर इंटरनल एक्सटर्नल इन्होंने ऊपर नहीं रखा होता, उसको नीचे रखते तो बेटर रहता। प्राइमरी क्लासिफिकेशन शुड हैव बीन, उसको हटा के इंटरनल एक्सटर्नल को हटा के बाकी का क्लासिफिकेशन ये लोग फॉलो कर सकते थे, ठीक है। तो दैट वुड हैव बीन बेटर, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, अब वैसे समझ तो गए आप, ठीक है, कि जोमेटो ब्लिंकिट में चला गया, ठीक है। वैसे ही आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो मेंस वियर कपड़े बेचता है, लड़कों के कपड़े बेचता है। अब उन्होंने बोला कि हम एक नया ब्रांड लॉन्च करेंगे जो विमेंस के कपड़े भी बेचेगा, हो गया ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो भी कपड़े बेच रहा है, आप भी कपड़े बेच रहे हो, तो आपने एक नया ब्रांड ले लिया जो भी कपड़े बेच रहा है, सेम स्टेज के ऊपर कपड़े बना के वो भी बेच रहे, कपड़े बना के आप भी बेच रहे हो, तो आपने एक नया बिजनेस ओपन किया, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, सबसे पहले समझो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है एंड मार्केट भी नया है, लड़कियों के कपड़े अलग हो गए, ठीक है। मार्केट भी नया है, क्यों, क्योंकि ये विमेन है, अभी तक मैन थे आपका सेगमेंट, अभी आपके विमेन सेगमेंट है, डिफरेंट, इनकी नीड्स ही अलग होती हैं, विमेन की, मैन की नीड्स अलग होती हैं कपड़ों की। हाँ भाई, लड़कों में कैटेगरीज देखो लिमिटेड है, वुमेन में बहुत कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स कपड़ों की, ठीक है। जब आप ऑफिस जाओगे ना आर्टिकल से, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास घुमा फिरा के एक ही टाइप का कपड़ा है, पैंट शर्ट बस, कुछ नहीं है और अपने पास क्लास में, उसी में आप कलर चेंज कर लो, चेक्स ऐड कर लो, स्ट्राइप ऐड कर लो, टेक्सचर कर लो, अनटेक्सचर्ड कर लो, और कुछ नहीं है आपके पास, ऑप्शन नहीं है। लड़कियों के पास इतने इतनी रेंज है उनके पास फॉर्मल वेयर के अंदर भी, वो आप ऑफिस जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हम लोग डिस्कस भी करते थे यार कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या बन गया, और इसी में एक्सपेरिमेंट करते रहो बस। तो आपका एक नया मार्केट ऑल टुगेदर, उसके डायनामिक्स एकदम अलग है, लेकिन लिंक है आपके बिजनेस से, आप भी कपड़े बेचते हो, भी कपड़े बेचते हैं, कैटेगरी एकदम लेकिन नहीं हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये कंफ्यूज मत करना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बताऊं, इससे सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन किससे हो सकता है आपको। आप सोचोगे सर ये तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई बच्चे ने अगर गहराई से पढ़ रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके दिमाग में आ सकता है कि सर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर था ना कि रेडी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मेंस वियर से अपन वुमेन्स में चलेगा तो रेडेड प्रोडक्ट है, दोस्तों प्रोडक्ट तो रेडेड है,
मार्केट का भी तो सोचना है ना अपने को। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, वो भी सोचना है। क्या ये जो प्रोडक्ट तो नया है, रेटेड भी है, लेकिन क्या ये मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या था? ठीक है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल। देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या था? प्रोडक्ट न्यू है बट रिलेटेड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी न्यू है बट रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मार्केट भी जो था, यानी कस्टमर्स, वो भी एग्जिस्टिंग वाले थे, ठीक है। टूथपेस्ट, ओरल केयर, टूथपेस्ट, दंत कांति ने कूलिंग क्रिस्टल ऐड कर दिया। सेम ही कस्टमर सेगमेंट है ना, मार्केट सेगमेंट सेम है, ओरल केयर से ओरल केयर के अंदर ही है। जो लोग को पहले टारगेट करे तो उन्हीं को टारगेट कर रहे हो अभी भी, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्केट ही एकदम नया चला गया है, और नया मार्केट है मेंस, वुमेन, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। नए लोग, नए कस्टमर, तो ये डिफरेंस है। वही जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आप बोल सकते हो, एप्पल ने लॉन्च करा एप्पल वॉच, ठीक है, नया प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी का नया प्रोडक्ट हो गया, रिलेटेड भी है टेक्नोलॉजी का, लेकिन मार्केट सेगमेंट सेम ही है, वही टेक एंथुसियास्ट को ही आप सेल कर रहे हो, ठीक है। बोट ने स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी, बोट ने स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी, अगेन टेक प्रोडक्ट ही है, सेम ही कस्टमर सेगमेंट है, ठीक है। वैसे ही मेंस फैशन ब्रांड अगर लॉन्च करे वुमेन वियर ब्रांड, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लूरल है ना, तो ये ई आएगा, है ना। आगे का एस एस की इनके कपड़े, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, ठीक है। मतलब ऐसे एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे तुम लिख के आ सकते हो ऐसे कुछ भी ठीक है। तो ये आपका क्या खत्म हो गया? कंसेंट्रिक खत्म हो गया, है ना। आपका डन हो गया क्या? कंसेंट्रिक वाला। फिर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही अपन पहुंचेंगे किसके ऊपर तरफ? कॉन्ग्लोमरेट की तरफ, ठीक है। फिर बता दूं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट के अंदर जाएंगे अपन कॉन्ग्लोमरेट के अंदर। यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट है वो रिलेटेड नहीं है एग्जिस्टिंग वाले से, एकदम अलग है, एकदम अलग है, ठीक है, ठीक है। अब ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सारा एनसॉफ के फोर्थ वाले पार्ट में था। क्या? डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्सिफिकेशन का इतना सारा ग्रो, इतना ज्यादा ब्रॉड है डाइवर्सिफिकेशन, ये सब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फॉल करता है, ठीक है। चलो, डाइवर्सिफिकेशन का टाइप 2 कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या है? अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं, इसमें न्यू बिजनेस का अब देखो कितना एक्स्ट्रा लिखेंगे, खत्म हो जाता है एक लाइन में, लेकिन कितना एक्स्ट्रा लिखेंगे देखना, इनके इनके इनकी देखना, हरकतें देखना। वेयर द न्यू बिजनेस हैज नो लिंकेजेस, खत्म, है ना। नो लिंकेजेस खत्म। किस किस में? प्रोडक्ट्स में, मार्केट, कस्टमर्स में, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में, कोई लिंकेज नहीं है, खत्म। आगे फिर इतना भाई मैं स्टडी मैट दिखाऊं, तुम रुको, मैं तुम दिखाता हूँ स्टडी मैट, रुको, तुम रुको, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये बुक बनाने के पीछे क्या 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 है। रुको रुको, आ जाओ। ये रहा अपना, ये रहा, नो लिंकेजेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मार्केट और टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, ठीक है, सही था। आगे देख, द न्यू बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिसजॉइंटेड फ्रॉम द एक्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स इन एवरी वे। अरे लिखा ना भाई, नो लिंकेजेस, फिर क्या लिख रहा है? डिसजॉइंटेड फ्रॉम द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एवरी वे, सेम ही तो बात है। फिर ऐसे लिखना भाई, उसी को फैलाओ, उसी को फैलाओ, पन्ने कैसे भरेंगे? इट इज अ टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अरे भाई, नो लिंकेज लिख दिया ना, खत्म करना। नो, टोटली अनरिलेटेड क्या होता है? एक ही तो बात है। फिर देखो, इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी फंक्शन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग वंस। अरे भाई वही बात है क्या? ठीक है, खत्म नहीं हुआ, एक ही को 4 बार लिख चुके हैं। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हैज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल विद द प्रेजेंट पोजीशन। अरे भाई साहब, 5 बार लिखा है सेम ही चीज को, यहां खत्म था ना नो लिंकेजेस पे। क्यों लिखा है तुमने इतना फैला फैला के? क्या जरूरत पड़ रही है तुमको ये करने की? बहुत वही आता है इसे का स्टडी मैट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। नॉट सेइंग एफएम में अच्छा है, वहां पे भी खराब ही है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट नॉट दिस, इतना पैथेटिक नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन शांत, मैंने क्लीन किया है, जितना बोल रहा हूँ उतने लिखना, इतना 5 बार सेम तरीके की सेम चीज को नहीं लिख सकते हैं, और लिखना भी नहीं है, नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखना है, सिंपल बताता हूँ, सिंपल लिखना है, इट इज इनटू अनरिलेटेड बिजनेसेस, ठीक है। जहां पे न्यू बिजनेस हैज नो लिंकेजेस, नो लिंकेजेस के ब्रैकेट में लिख देना एंड इज डिसजॉइंटेड, बस, ठीक है। इन प्रोडक्ट, मार्केट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, देयर इज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल विद द फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन। ये नहीं लिखोगे चलेगा, चलेगा, यहां तक इनफ है। मैंने फिर भी जो लिखा था तो एक बार मैंने लिख दिया कि अगर किसी को याद रह जाए तो वो लिख दे, नो कॉमन थ्रेड एट ऑल। तो नो लिंकेजेस, डिसजॉइंटेड एंड नो कॉमन थ्रेड एट ऑल,
ये 3 चीज़ें, उन्होंने 5 लिखी, मैंने 3 पे रिड्यूस कर दिया, ठीक है? जैसे जैसे कैसे? सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, बोले मैं अभी रबर बनाऊँगा। सीमेंट मैन्युफैक्चरर बोले मैं रबर सेल करूँगा। हो गया ना अनरिलेटेड एकदम, ठीक? अनरिलेटेड ही तो हो गया। जैसे आप खुद सोचो ना, पतंजलि का मैंने आपको बोला था, पतंजलि क्या दंत कांति, शैम्पू वगैरह बना रहा है, फेस वॉश वगैरह बना रहा है। एकदम बोले टेलीकॉम में जाऊँगा, सिम बनाऊँगा मैं मेरी, जीन्स बेचूँगा मैं मेरी। अनरिलेटेड तो हैं। ये इनका क्या लेना-देना आपके एक्जिस्टिंग वाले से? है ना? तो अनरिलेटेड हो गया एकदम, ठीक है? वैसे ही। अब इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है आपका, दोनों कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसेंट्रिक के अंदर। क्या लिखोगे सबसे पहले मीनिंग? कंसेंट्रिक में क्या है? एड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट और मार्केट में जाती है। कॉन्ग्लोमरेट के अंदर डाइवर्सिफाइड इनटू एरियाज दैट आर अनरिलेटेड टू इट्स करंट लाइन ऑफ बिजनेस। अनरिलेटेड एंड लिख देना, नो लिंकेजेस। वो लिंकेज वाला एक्जिस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है। क्या? पहला जो बिजनेस है कंसेंट्रिक के अंदर, वो लिंक होता है किससे? प्रोसेस से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है, मार्केटिंग से हो सकता है, कहीं ना कहीं से तो लिंक होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई लिंकेज एग्जिस्ट नहीं करता है, टोटली डिसजॉइंटेड है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है? रीजन क्या हो सकता है इसको परस्यू करने का? कि यहाँ पे भाई देखो, जो जिस जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में भी हम हैं, उसके आसपास कहीं पे अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इज दैट अपॉर्चुनिटीज इन अ फर्म्स एक्सिस्ट लाइन ऑफ बिजनेस आर अवेलेबल, ठीक है? इसका क्या कॉन्ग्लोमरेट का? कि एग्जिस्टिंग के अंदर नहीं है भाई, कुछ एकदम ही अलग क्रेजी करना पड़ेगा अपने को, ग्रोथ चाहिए तो, और ठीक है? द कॉमन रीजन फॉर परस्यूइंग कॉन्ग्लोमरेट ग्रोथ इज दैट अपॉर्चुनिटी फर्म्स करंट लाइन ऑफ बिजनेस आर लिमिटेड, ठीक है? जैसे ज़ोमैटो का देखो, ज़ोमैटो अभी 3 बिज़नेस के अंदर जनरली है, मतलब और भी हैं लेकिन प्रोमिनेंस उनके 3 हैं। एक उनका फूड डिलीवरी, एक उनका क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट, एक उनका हाइपर प्योर करके जिसमें वो सब्जियाँ बेचते हैं, ग्रोसरीज़ बेचते हैं, रेस्टोरेंट वालों को ही, हाइपर प्योर। तीनों रिलेटेड हैं, है ना? उसी इकोसिस्टम के अंदर है। डिलीवरी बेस्ड ही है, बस कस्टमर चेंज हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है कि किसको क्या-क्या बेच रहे हैं। तो सब कंसेंट्रिक है, बिकॉज़ कंसेंट्रिक इज़ सेफ। आप उसमें हो, आपको लोग जानते हैं। इट इज़ रिलेटिवली सेफर देन दिस। अभी ज़ोमैटो बोले मैं सिम बनाऊँगा अब से। भाई अलग था वो, एकदम प्रोडक्ट ही अलग है। ज़ोमैटो सिम कहाँ से? ठीक है, तो अब देखो इसका बेनिफिट क्या है कॉन्ग्लोमरेट का, एंड इट इज़ व्हाई इज़ इट वर्थ डूइंग? बेनिफिट ये है, देखो देखो लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है इसके अंदर, बट फिर भी इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? याद कैसे करोगे? देखो दुनिया की नहीं, सॉरी, इंडिया के सबसे डाइवर्सिफाइड कंपनी के बारे में सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? रिलायंस, ठीक है? और भी हैं, टाटा भी है, लेकिन हम लोग रिलायंस ही सोचना है, ठीक है? रिलायंस सोचना है। रिलायंस की एक कंपनी है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जो पैसा कैपिटल एनबीएफसी है, कैपिटल देती है, कैपिटल इशू करती है, ठीक है? एक तरीके से समझ लो कि रिलायंस कैपिटल सब में पैसा लगाती है, उसकी सारी ग्रुप कंपनीज में। एक बार पहले समझ लो, ऐसा है नहीं लेकिन समझ लो, सब में पैसा रिलायंस कैपिटल लगाती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किसका हो गया? रिलायंस कैपिटल का हो गया। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कौन है? रिलायंस कैपिटल है। तो ऑब्वियसली आपका निमोनिक क्या बन जाएगा इसका? बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट का, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ठीक है? आर से 1 पॉइंट है, सी से 2 पॉइंट है, एल से 1 पॉइंट है, ठीक है? पहले आर से क्या है? रेवेन्यू, इससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ये कोई बेनिफिट है? ये तो कंसेंट्रिक से भी होता है, बट ठीक है, जेनरिक जेनरिक ही है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होगा, होगा नहीं इनके पास। 1 पॉइंट में खत्म हो जाता है बेनिफिट, 4 पॉइंट कैसे बनेंगे? तो कुछ भी लिखेंगे अपन, ठीक है? सी से क्या होगा? कस्टमर्स, ठीक है? क्या? ये आपको न्यू पूल ऑफ कस्टमर्स ला कर देता है, कस्टमर्स बेस एक्सपेंड करता है, ठीक है? देन दूसरे सी से क्या होगा? क्रॉस सेल। इसमें आप क्या कर सकते हो? कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, कि इसी कस्टमर को मैंने ये वाला प्रोडक्ट भी बेच दिया, ये वाला प्रोडक्ट भी बेच दिया एक तरीके से, ठीक है? आपको नया मार्केट एक्सेस मिल जाता है ना, आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। मतलब जैसे पतंजलि को भी ये लगा होगा कि मैं टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, तो मैं उन्हीं को सिम भी बेच सकता हूँ, क्रॉस सेल कर सकता हूँ। होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये, कस्टमर में इतना पता है कि भाई वो अलग से ही अलग से है क्या, बट लिखना था तो लिखेंगे ये लोग ऐसा कुछ भी, है ना? चलो, देन एल से क्या है? लॉसेस को सपोर्ट करता है ये। मतलब देखो, आप कॉन्ग्लोमरेट में जाओगे, अगर एक नए बिजनेस में गए एकदम अनरिलेटेड, वहां पे हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाओ, और हो सकता है आप एग्जिस्टिंग वाले में लॉस कमा रहे हो, आप एग्जिस्टिंग में लॉस मेकिंग हो, ठीक है? तो इसके आसपास कहीं पे भी जाओगे, उसमें लॉस ही होगा आपको। तो आप सोचो कि एकदम कुछ क्रेजी नया करता हूं, हो सकता है वहां पे प्रॉफिट आ जाए मेरे को, उस प्रॉफिट से इस लॉस को सपोर्ट कर लूंगा मैं, है ना? वैसा। तो ये क्या कर सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो बिजनेस लॉसेस को, एज प्रॉफिट फ्रॉम वन बिजनेस कैन सपोर्ट लॉस मेकिंग बिजनेसेस, ठीक है? ये आपका बेनिफिट्स हो गया। क्लियर यहाँ तक? कहाँ पे थे? डाइवर्सिफिकेशन के अंदर थे अपन, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, कॉन्ग्लोमरेट कर लिया। इनोवेशन फालतू है, करेंगे करेंगे, बता रहा हूँ, कुछ है नहीं, आपको मालूम पड़ेगा, उनके पास था नहीं सब्सटेंस, कुछ है नहीं इसके अंदर, बना दिया बस इन्होंने, ठीक है? इनोवेशन के अंदर क्या लिखा है इन्होंने? डाइवर्सिफिकेशन टाइप 3 इनोवेशन, मीनिंग क्या है?
इट ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस लीडिंग टू, आप अपग्रेडेशन करते हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, प्रोसेसेस का ही। अब तो उससे डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ बे, कहाँ हुआ? क्यों करते हो तुम यार कहते ऐसे ही? सुधर जाओ ना प्लीज, डील ऐसे प्लीज। क्या है एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस का अगर तुम अपग्रेडेशन कर रहे हो तो उससे नया प्रोडक्ट नया मार्केट कहाँ हुआ? लीडिंग टू क्या है? हायर मार्केट शेयर। उसी की बात हो रही है, उसी में हायर मार्केट शेयर मिलेगा तुमको, उसी में हायर रेवेन्यू मिलेगा तुमको। एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को ही तुम उसमें अपग्रेडेशन कर रहे हो ताकि तुम्हारा क्वालिटी बढ़े, उसमें आपका मार्केट शेयर बढ़े, उसमें आपका रेवेन्यू बढ़े, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन में कैसे आया भाई? क्या करते हो तुम ऐसे ही? ठीक है, बट अब है तो है, क्या करें? ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके देखो सिंपल से तीन से हैं। सबसे पहला क्या है? इट हेल्प्स यू टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसके अंदर आपको जो जो चीजें लिखी हूं आपको लिखनी पड़ेगी, 3 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहले देखो आपको लिखना है, देखो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस यही तो करता है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, उन्हीं के अंदर अपने देखता है कि कहां कहां बिजनेस बनाया जा सकता है ना? सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ढूंढता है एंड उनके अंदर कहां कहां अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है वो सोचता है। जोमेटो ने भी तो सोचा कि भाई लोगों को घर पे बैठे खाना मिलता ही नहीं है, बाहर जाके खाने जाते हैं, किसी को घर में ही खाना चाहिए हो तो नहीं आई मेड उसके, तो फिर क्या? है ना? उसने प्रॉब्लम देखी, देखो वैसे प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके बिना काम चल रहा था, ठीक है, लेकिन दिखा उसको कि प्रॉब्लम है, इसको सर्व कर सकते हैं, तो चलो हम घर पे डिलीवरी कर देते हैं। हो गया काम। ब्लिंकिट का भी वही, ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो रहते हैं टीयर मेट्रो सिटीज में जॉब करने लोग, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि ग्रॉसरीज लेके आ पाए, क्या पता घर बैठे पहुंचा दे तो ब्लिंकिट आ गया। ठीक है, तो वो क्या करता है? स्ट्राइव करते हैं फाइंड अपॉर्चुनिटीज करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एंड इनोवेशन क्या करता है? इन्हीं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहां पे आप फोकस करते हो क्या कि कस्टमर के लिए नए सॉल्यूशंस लेके आने में हेल्प करते हो, सोचते हो कि अच्छा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, कि एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे अपन इनोवेशन करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका इनोवेशन हो गया। ठीक है, जैसे ज़ोमैटो ने सोचा, आई थिंक ब्लिंकिट वगैरह एम्बुलेंस भी देते हैं ना वो, आजकल एम्बुलेंस भी उनकी आ गई है मेट्रो सिटीज़ के अंदर कि एम्बुलेंस भी मतलब फ्री में आई थिंक, बस आप बुक करो, आई थिंक एम्बुलेंस आ जाएगी आपके घर पे अगर नीड है तो। दैट्स अ वेरी नोबल इनिशिएटिव। उनको लगा कि हमारे पास देखो सिस्टम है ना, हमारे पास डिलीवरी फ्रेमवर्क है, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं लोगों को ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस देने के लिए। तो वो कितना इनोवेटिव था, किसी को हम यूज़ करेंगे एम्बुलेंस सर्व करने के लिए। तो दैट सॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि लोगों तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए एम्बुलेंस। उनके पास ऑलरेडी स्पीड से पहुंचाने का एक्सपीरियंस है, दे यूज्ड इट। ठीक है, वो चीज। एंड ये जो सोल्यूशन है कॉस्टली हो सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि नए नए लेके आए, इनोवेशन करा है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये दोनों इकोनॉमिकल भी हो जाएंगे, सस्टेनेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी टैकल कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को। अगेन वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चा जब उसको मालूम पड़ता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, आप बस कुछ भी ऐड कर दियो बस एक कैटेगरी बनाने के लिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इनोवेशन करने से। ठीक है, जैसे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप 1 घंटे के अंदर लेट्स से कितना आउटपुट निकाल के आ पा रहे हो, दैट इज प्रोडक्टिविटी, राइट? मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट फ्रॉम अ टास्क और प्रोसेस। इनोवेशन से क्या होता है? आपका काम सिंपल हो जाता है एंड ऑटोमेट हो जाता है लॉन्ग चेन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया क्या, एम एस एक्सेल। ठीक है, बिना एम एस एक्सेल की कोई फाइनेंस का काम हो ही नहीं सकता है, फाइनेंस की कोई भी जॉब नहीं हो सकती, ना ऑडिट हो सकती, ना टैक्स हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता एमएस एक्सेल के बगैर। इस अगर एमएस एक्सेल किसी दिन बंद हो गया, इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी फाइनेंस की, इतना पूरा बेस्ड है एमएस एक्सेल के ऊपर। तो इतना सारा डेटा रहता है, लाखों लाखों लाइन आइटम्स रहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, सब अपने आप ऐड हो जाता है, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे फंक्शंस हो जाते हैं, उसका ऑटोमेट हो जाते हैं टास्क। वही अगर आप मैनुअल करने बैठोगे तो कैसे करोगे? सोचो सोचो, पहले कैसा होता होगा जब एमएस एक्सेल नहीं था, एक एक लाख लाइन आइटम्स है, उन सबकी मैनुअल एंट्री होती थी। अब वो सब हो जा रहा है एमएस एक्सेल के अंदर, मैनुअल ऑटोमेट हो जा रहा है, अपने आप ही एंट्री चल जाती है, करना भी नहीं पड़ता, अपने आप सम हो जाके निकल के आ जाता है। सिंपलीफाइज एंड ऑटोमेट्स लॉन्ग चेन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, किसकी? टीम की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी एज अ होल। ठीक है, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? बीइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, बीइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, एंड अहेड रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना जल्दी आप इनोवेट करोगे उतना आप कंपटीशन से आगे निकलोगे, है ना? द फास्टर यू इनोवेट द फादर यू गो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स रीच। जितना जल्दी इनोवेट करो उतना आप उनसे आगे निकल जाओगे, वो कैचअप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट हेल्प्स रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज अक्वायर न्यू वंस। इनोवेशन क्यों? क्योंकि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो उनकी मार्केटिंग करने की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताओ सैमसंग अगर फोल्डेबल की मार्केटिंग नहीं भी करे तो भी लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि फोल्डेबल फोन एक ही ब्रांड ने अच्छा बना दिया। अभी तो और आ गए, लेकिन अभी आईफोन का भी आने वाला है फोल्डेबल।
ठीक है, लेकिन जब उसने निकाला था 5, 6, 7, 8, कौन से तक पहुंचा, आई थिंक 7, 8 तक तो पहुंच ही गया, आई थिंक हाँ 8 तक तो पहुंच ही गया। तो जब उतने टाइम से निकाल रहे थे, लोगों को दिखाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा फोन, लोग पिक्चर्स अपलोड करेंगे, लोगों को दिखेगा भाई हाँ हमें भी चाहिए, बहुत हेल्पफुल है, तो नीडी है, तो अपने आप आएगा, इतना इनोवेटिव है वो चीज कि वो उसकी आपको इतनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज्यादा लगती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज्यादा नहीं लगती, अपने आप ही वो आई बॉल्स ट्रैक करता है अपनी तरफ। ठीक है, वो चीज बस खत्म हो गया इनोवेशन। अब उसकी रिस्क भी बताइए लोगों ने कि रिस्क क्या है इसकी, भाई वही रिस्क है यार, तुम हाई कॉस्ट लेकर आ रहे हो, हाई कॉस्ट है भाई, इनोवेशन महंगा, तो महंगा पड़ता है भाई, नई नई चीजें डेवलप करना, R&D करना, रिसर्च करना महंगा है, हाई कॉस्ट है, उसकी फाइनेंशियल रिस्क भी है कि उसका रिटर्न नहीं मिला तो नहीं, वो सक्सेसफुल हुआ, नया नई चीज जो अपन लेके आ रहे हैं वो तो इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स में नॉट बी इमीडिएट, इमीडिएट नहीं होंगे, टाइम लगेगा, या फिर अश्योर्ड भी नहीं है कि मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, 4 पॉइंट्स है, देखो रिस्क, रिस्क है ना, तो आपका 3 तो रिस्क हो जाएगी यहाँ पे, 3 रिस्क हो जाएगी, कैसा, फाइनेंशियल रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, ये भी टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो गया एक तरीके से, 3 तो रिस्क हो गई, 3 रिस्क केवल एक रिटर्न तो मांगोगी, तो एक आपका रिटर्न हो गया क्या, अनसर्टेन रिटर्न्स, वो भी रिस्की है, अनसर्टेन रिटर्न्स, अनसर्टेन रिस्क हो गया ना, तो वो भी एक तरीके से रिस्क ही है, लेकिन एक रिटर्न, तो 3 रिस्क 1 रिटर्न। ठीक है, या फिर आप इसको याद कर सकते हो IRR, IRR तो अपन FM में निकालते ही हैं, एक और एक्स्ट्रा आर लगा देना। ठीक है, तो रिस्क मेजर करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, IRR निकाल के देखोगे भाई कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पहला आई से क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन रिस्क, इंप्लीमेंटेशन रिस्क क्या है कि भाई इनोवेट तो कर दिया, इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, पूरा एग्जीक्यूशन और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी कैन लीड टू फेलियर ऑफ इनोवेटिव फेलियर्स, समझ रहे हो ना तुम, चल जाएगा है ना, RRR। ठीक है, आर से पहले, आर से क्या है, रिस्क, 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 3 रिस्क हैं। ठीक है, कौन सी रिस्क, पहला तो हाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिस्क, अपन ने बात करी ली। दूसरा रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी बोल सकते हो इसको, क्या कि नई नया चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, नया कुछ आ गया, तो आपकी एक्जिस्टिंग इनोवेशंस को ऑब्सोलीट कर देगा वो। ठीक है, MS एक्सेल के बाद कुछ और ही कुछ क्रेजी कोई निकाल दे तो खत्म MS एक्सेल, बट अभी तक हुआ नहीं है कुछ ऐसा, गूगल शीट्स MS एक्सेल का कॉपी है एक तरीके से, तो देयर इज नो सोल्यूशन जो बीट कर सके MS एक्सेल को एक तरीके से अभी तक तो। ठीक है, देन वो एक तो टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी हो गया, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन रिस्क है कि आप लेके तो आ गए लेकिन उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे कुछ भी। देन लास्ट में अनसर्टेन रिटर्न्स, वैसे तो यही था, फाइनेंशियल रिस्क था, वही अनसर्टेन रिटर्न्स बन गया था ना, बट ठीक है, पढ़ने कैसे भरेंगे, तो लिखना है आपको अनसर्टेन रिटर्न्स भी, क्या, सम इनोवेशंस may नॉट डिलीवर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मेकिंग देम अपीयर एज अननेसेसरी एक्सपेंसेस इन द शॉर्ट रन। क्लियर, फालतू था इनोवेशन, इतना आ सकता है, ऐसा नहीं एग्जाम में आ नहीं सकता, आ सकता है लेकिन लिंकेज नहीं है उसका कहीं पे, अलग से होता तो ठीक था, इसमें डाइवर्सिफिकेशन में डाल के उन्होंने गलती कर दी, मतलब इंडिविजुअली बहुत अच्छा था लेकिन जहां पे वो बैठा हुआ है, जिस ग्रुप में बैठा हुआ है वहां पे उसकी वैल्यू नहीं है एक तरीके से, डीप बात। चलो ठीक है, ये अपना खत्म हो गया, डाइवर्सिफिकेशन तक खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो यानी अपना इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज खत्म हो चुका है। ठीक है, ये इंटेंसिफिकेशन खत्म, डाइवर्सिफिकेशन खत्म, यहाँ तक क्लोज, इंटरनल इज ओवर। ठीक है, अब अपन जाएंगे किस पे, एक्सटर्नल के ऊपर। एक्सटर्नल के अंदर इन्होंने दिया है एक मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, देन मर्जर के अंदर 4 टाइप्स फिर से दे दिया है। अब आपको मालूम पड़ेगा मैं क्यों बोल रहा था कि इनको इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग नहीं करना चाहिए था। आ जाओ, अभी अपन आ गए टाइप्स ऑफ ग्रोथ के अंदर, कौन सी वाली, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी, अभी तक अपना इंटरनल चल रहा था, ये भी एक्सटर्नल वाला आ चुका है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी इज एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन का स्ट्रेटजी है ना, अपन को बताना है कि अपन कहाँ पे अभी। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी इज एक्सपेंशन थ्रू कॉम्बिनेशन और अलायंसेस। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंटरनल नहीं कर एक्सटर्नल कर रहे हैं, यानी अपन किसी को खरीद लेंगे या किसी के साथ टाइप कर लेंगे, एक तरीके से किसी कंपनी को खरीद लेंगे जिसके साथ टाइप कर लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ तो कॉम्बिनेशन कर रहे हो, अलायंसेस कर रहे हो विथ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग थ्रू इंटरनल रिसोर्सेस, है ना, वही कर रहे हो आप। इट हैज 2 टाइप्स, 2 टाइप बताएं क्या, एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो, दोनों पढ़ेंगे क्या होता है फर्क दोनों में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये आइडियली एक्सपेंशन है लेकिन ऐसे ही ने यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिफिकेशन, भाई डाइवर्सिफिकेशन को तुमने एक अलग टाइप रख दिया, वो इंटरनल के अंदर डाला तुमने, तुम एक्सटर्नल तक पहुंच चुके हो अभी, उसके अंदर तुम डाइवर्सिफिकेशन कैसे लिख सकते हो यार, कुछ तो कंसिस्टेंसी रखो ना भाई, ICI क्या कर रहे हो तुम, ICI कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, ये इसलिए करेक्ट वर्ड एक्सपेंशन है क्योंकि एक्सपेंशन का टाइप है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज, राइट, इट इज नॉट अ डाइवर्सिफिकेशन जिस तरीके से ICI ने क्लासिफाई किया है, लेकिन वो लिखता डाइवर्सिफिकेशन है, तो आप ध्यान रखना आप भी डाइवर्सिफिकेशन ही लिखना है यहाँ पे,
है ना? चलो, अब सबसे पहले अपन आते हैं किसके ऊपर, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ऊपर, उसके बाद अपन आएंगे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के ऊपर। देखो मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है, क्या होता है? दो कंपनी साथ में जुड़ के काम करेंगी, ठीक है, दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। दो कंपनी एक आ गई, दो कंपनी एक आ गई, अब वो दोनों साथ में काम एक साथ काम करेंगी, एक साथ काम करेंगी, दैट इज योर मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे वोडाफोन और आइडिया, है ना, वोडाफोन था, आइडिया था, दे मर्ज ना, पहले वो दोनों अलग अलग थे, अब वो साथ में आ गए क्योंकि उनको लगा कि हम अलग अलग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मार्केट बहुत खराब हो चुका है, एयरटेल जियो खा गए मार्केट, तो उनको लगा हमें साथ में आना ही पड़ेगा, तो वो बन गया वी, ठीक है, वोडाफोन आइडिया वी बन गया, तो दे हैड टू कम अप, दैट्स मर्जर एंड एक्विजिशन। अब मर्जर और एक्विजिशन अलग अलग चीजें होती हैं ना, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन अचीव करने के लिए आपने कर दिया, अब दो लोग आएंगे साथ में, तो अच्छा है ना, एक्सपेंड हो गया ना एक तरीके से, ठीक है, दो लोग साथ में आएंगे तो एक्सपेंड हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा मार्केट शेयर आ जाएगा, पहले दोनों के पास थोड़ा थोड़ा था, दोनों का साथ में जुड़ जाएगा, दोनों को साथ में सिनर्जी ज्यादा, दोनों को साथ में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगी, अपन पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या होंगे इसके आगे, ठीक है। फर्म्स एमएनए क्यों करती है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको एक इंस्टेंट वे ऑफ एक्सपेंशन मिल जाता है, जैसे इंस्टेंट वे मिल गया ना आपको, इसके अंदर इंस्टेंट वे मिल गया आपको, जैसे आप सोचो जोमेटो ने ग्रोफर्स को परचेज किया था और उसको ब्लिंकिट बना दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ उसको इसका, कि उसको खुद से नहीं कुछ करना पड़ा, उस बिजनेस सेगमेंट के अंदर उसके पास बना बनाया कंपनी था, उसको उठा के भी स्केल अप करना है, तो एक तरीके से इंस्टेंट वे हो गया एक्सपेंशन करने का, कि एकदम से इतने सारे स्टोर्स हमारे पास आके ग्रोफर्स के, तो इट्स एन इंस्टेंट वे ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या करता है, अवॉइड करता है टाइम रिस्क एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ में बहुत टाइम रिस्क एंड स्किल्स लगेगी, किसी को खरीद के खत्म करो, ठीक है। उससे क्या कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, आपको स्क्रीन करनी पड़ती है इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, इंटरनली कहां कहां ग्रो कर सकते हैं, कहां कहां अपॉर्चुनिटीज को स्क्रीन करना पड़ता है, मतलब टेस्ट करना पड़ता है कौन कहां कहां पे हैं, ठीक है। देन उनको सीज करना पड़ेगा, मतलब टैप करने के लिए आपको उनके ऊपर एफर्ट देना पड़ेगा, रिसोर्सेज बिल्ड करने पड़ेंगे, कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेगी उस बिजनेस के अंदर, मतलब ये करना पड़ता है ना जोमेटो को, अगर ग्रोफर्स नहीं होता तो खुद से स्टोर्स खोलने पड़ते, कहां कहां पे पहला खोल सकते हैं, खुद से स्टोर्स खोलने पड़ते, उनके अंदर पैसा लगाना पड़ता, तो टाइम जाता उसका, यहाँ पे उसका सब टाइम बच गया, टाइम रिस्क एंड स्किल्स जो चाहिए थी उसके अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, दोनों को ही सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे तो वो वहां पे भी मिलते, इंटरनल के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स, तो इन्होंने उसको बेनिफिट में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन करी है कि पॉजिटिव सिनर्जी का मीनिंग क्या होता है। देखो पॉजिटिव सिनर्जी का मीनिंग ये होता है कि दो कंपनी थी, लेट्स से जोमेटो, ठीक है, लेट्स से वो खुद से 10 करोड़ का प्रॉफिट, मैं अभी रैंडम ऐसे हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, 10 करोड़ का प्रॉफिट खुद से कर सकती थी, ठीक है। ग्रोफर्स वो अगर अकेले चल रहा होता तो वो खुद से लेट्स से 30 करोड़ का प्रॉफिट कर पाता, अगर वो दोनों अलग अलग होते तो। अब अगर वो दोनों साथ हो गए तो दोनों मिलके 30 करोड़ का नहीं कर रहे, 10 + 20 30 का नहीं कर रहे, वो 50 कर रहे हैं सीधा, इससे बोला जाता है पॉजिटिव सिनर्जी। मतलब दोनों का सम होने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्या फायदा वो दोनों का सम हो गया, तो वो तो वैसे भी अलग अलग कर रहे थे, साथ में आके बस सम कर रहे हो, क्या मतलब उसका। साथ में आने का फायदा तब है जब एक और एक 11, ठीक है, एक और एक 11, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, ठीक है, तो वो फायदा तब फायदा होता है ना, बस वो चीज है, दैट इज सिनर्जी, पॉजिटिव सिनर्जी मीन्स इफेक्ट ऑफ मर्ज्ड रिसोर्सेज, जो मर्ज्ड हुए रिसोर्सेज आर ग्रेटर देन द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज बिफोर एमएनए, ये फायदा, इसे सिनर्जी बोलते हैं। जब आप सीए फाइनल में आओगे तो वहां पे एमएनए का एक अलग से चैप्टर होगा आपका एएफएम के अंदर, पढ़ेंगे अपन साथ में पढ़ेंगे अपन एएफएम, ठीक है, तो उसके अंदर अपना ये टॉपिक होगा, एंड उसके अंदर आप सिनर्जी निकालते भी हो, कैलकुलेट भी करते हो सिनर्जी कि कितनी होगी सिनर्जी का बेनिफिट वगैरह, वो मस्त चैप्टर है, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे जाके कैरी ऑन होगी चीज, कुछ लोग एमएनए के अंदर आर्टिकलशिप करेंगे, करते हैं एमएनए टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, फिर आप फाइनली सी बनने के बाद में एमएनए एग्जीक्यूशन के अंदर काम करते हो, मैंने एमएनए एग्जीक्यूशन के अंदर काम भी किया हुआ है, हम लोग कंसल्ट करते थे कंपनीज को कि अच्छा एमएनए के अंदर कैसे कैसे स्टेप्स आपको लेने हैं वगैरह वगैरह, तो इट्स अ गुड डिपार्टमेंट, अच्छा है एमएनए, ठीक है। अब इसके अंदर बोला है कि रिसोर्स सिनर्जी किस किस से आ सकती है, क्या क्या कंबाइन करने से सिनर्जी आ सकती है, क्या कंबाइन करने से सिनर्जी मिलती है इनको, 5 चीजें,
5 चीज़ें कंबाइन करने से सिनर्जी आती है। वैसे तो और भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने 5 लिखी तो अपन 5 ही लिखी। ठीक है? इनको याद रखने का तरीका क्या होगा? डी पार्ट्स। ठीक है? सिनर्जी को ऐसा समझो कि जब तुम 2 अलग-अलग कंपनी को जोड़ रहे हो, तो तुम 2 पार्ट्स को जोड़ रहे हो एक तरीके से। एक हम 2 पार्ट्स को तुम जोड़ रहे हो, तो उसको तुम ऐसा समझो। तो इसलिए डी पार्ट्स। ठीक है? मतलब 2 एक कंपनी के 2 पार्ट हो गए ना, बेसिकली 2 कंपनी को जोड़ा तो 2 पार्ट हो गए उसके। ठीक है? तो ये डी पार्ट्स। तो सबसे पहले डी से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने जोड़ दिए, उसका फ़ायदा होगा आपको। पी, पी से क्या होगा? फिजिकल फैसिलिटीज़। आपने अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी फैक्ट्री वगैरह जोड़ दी, तो फ़ायदा होगा। ठीक है? दोनों की फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? देन आपका ए, एडमिन। ठीक है? यानी आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा होगा। एक कंपनी दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल सकती है। ज़रूरी नहीं दोनों के अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेशन रखना हो अपने को। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फ़ायदा होगा, उसका भी आपका अलग-अलग चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकते हैं रिसर्च का। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, तो TS से क्या हो जाएगा? टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स कंबाइन हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा होगा। ठीक है? ये पॉइंट्स आपको लिखना है, इनको इनको याद करने का मेमोरी पॉइंट ये है। ठीक है? इसलिए फर्म्स M&A करती हैं। ठीक है? अब अपना आता है कि मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच में फ़र्क क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? देखो, मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना अपन, ठीक है? वोडाफ़ोन है, आइडिया है, ठीक है? ये दोनों कंपनीज़ एक साथ, साथ में आई, इन्होंने आपस में बोला कि हम एक हो जाते हैं, जैसे शादी करने जा रहे हैं, क्यों ना हम एक हो जाएँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा, हाँ, ठीक है, चलो हम एक हो जाते हैं। तो ये लोग एक होके क्या बन गए? वोडाफ़ोन आइडिया, ठीक है? अब ये दोनों ने आपस में प्यार-मोहब्बत से, फ्रेंडली टर्म्स में ये बोला कि हम दोनों एक हो जाते हैं, तो ये एक कंपनी बन गए। अब ये होने का तरीका मर्जर भी हो सकता है, एक्विजिशन भी हो सकता है, कैसे समझना? ठीक है? देखो, ये दोनों जो कंपनी थी, ये दोनों खत्म हो गई एंड उन दोनों का बिज़नेस इसके अंदर आ गया। नई कंपनी बनाई इन्होंने वोडाफ़ोन आइडिया, उसके अंदर उस नई कंपनी के अंदर इन दोनों का बिज़नेस आ गया और ये दोनों खत्म हो गई। ये मर्जर है कि 2 कंपनी जुड़ गई, ठीक है? मर्ज हो गई एक-दूसरे के अंदर। तो ऐसे मर्ज हो गई, इस कंपनी में आके दोनों मर्ज हो गई। दिस इज़ अ मर्जर, ठीक है? या ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया बोले इसको, आइडिया बोले, व्हाट एन आइडिया सर जी, अपन एक काम करते हैं, ठीक है? आइडिया बोले कि मैं आपको खरीद लेती हूँ, ठीक है? वोडाफ़ोन आइडिया बोले मैं आपको खरीद लेती हूँ। तो आइडिया ने वोडाफ़ोन को खरीद लिया, ठीक है? तो उसमें एक नई कंपनी नहीं बनी। देख रहे हो आप, एक नई कंपनी नहीं बनी। आइडिया ने वोडाफ़ोन को खरीद लिया। खरीदने को अपन क्या बोलेंगे? एक्विज़िशन। तो इसलिए उसको अपन एक्विज़िशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा? वोडाफ़ोन जो है, ठीक है? ये एग्ज़िस्ट कर भी सकती है, ठीक है? आइडिया की सब्सिडियरी की तरह एग्ज़िस्ट कर सकती है, ठीक है? या फिर एग्ज़िस्ट नहीं भी कर सकती है, ठीक है? इसको बंद भी करा जा सकता है, ठीक है? बोलेंगे तुम हमें एक्वायर कर दो, तुम्हारा पूरा बिज़नेस हमारे में हमें दे दो सारा बिज़नेस, ठीक है? तो आइडिया कंटिन्यू कर रहा है फॉर श्योर। जिसने एक्वायर किया वो तो कंटिन्यू कर ही रहा है फॉर श्योर। उसका वो कंपनी खत्म नहीं हुई है। आइडिया विल कंटिन्यू, ठीक है? वोडाफ़ोन में और मे नॉट कंटिन्यू, लेकिन ये तो कंटिन्यू कर ही रहे ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक नई कंपनी नहीं बन रही। एक एक्वायरिंग कंपनी जिसने खरीदा है, एक जिसने अपने आप को बेचा है कंपनी ने, ठीक है? तो एक्वायरिंग कंपनी यहाँ पे एक ने एक्वायर किया है। तो ये एक्विजिशन है। मर्जर क्या है? दोनों ही मिलके एक नई कंपनी में चले गए, दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। ये बेनिफिट, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? अच्छा, बट यहाँ पे ये लोगों ने एक बहुत देखो हार्ड लाइन बना दी। एक्विजिशन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दोनों झगड़े हैं एक दूसरे से, दोनों में प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत में वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसे इन्हें इसको डिफरेंशिएशन कर दिया है कि मर्जर यानी प्यार मोहब्बत वाला, एक्विजिशन यानी बिना प्यार मोहब्बत वाला, ठीक है? तो बेसिकली मर्जर के अंदर उन्होंने क्या लिखा है? टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, नई एंटिटी बनी, ठीक है? दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है? बोला है डील इज फाइनलाइज ऑन फ्रेंडली टर्म्स, फ्रेंडली हैं दोनों, ठीक है? बोथ कंपनीज जो थी, यानी दोनों जो कंपनीज थी जिन्होंने मिलकर नई बनाई है कंपनी, दोनों ही कंपनीज के जो शेयर होल्डर हैं वो क्या करेंगे? ओनरशिप, प्रॉफिट्स एंड कंट्रोल शेयर करेंगे।
ठीक है, ओनरशिप, प्रॉफिट्स एंड कंट्रोल को शेयर कर लेंगे न्यू क्रिएटेड एंटिटी के अंदर। ठीक है, तो दो वोडाफोन और आइडिया के जो शेयर होल्डर्स थे, दोनों का ही कंट्रोल रहेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का ही कंट्रोल रहेगा, दोनों का कंट्रोल रहने वाला है। ठीक है, एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है। ठीक है, आइडिया ने वोडाफोन को बोला कि हम तुम्हें खरीद रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा ही बोलता है कि ये डील जो होती है हमेशा अनफ्रेंडली होती है या फोर्स होती है। मतलब ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन टाइम्स अनफ्रेंडली होती है, फोर्स होती है, जहां फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर कंपनी सस्ते वाले वीकर वाले को खरीद लेती है। जनरली नहीं, ऐसा नहीं, जनरली ऐसा ऐसा ट्रू ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, राइट। कभी कभी ये लोग फ्रेंडली में भी होते हैं। ठीक है, M&A टैक्स में जब आप जाते हो तो आप यही तो काम करते हो, आप वहां पे जाकर यही तो चेक करते हो कि कंपनी के लिए एक्विजिशन करना है, मर्जर करना है, कौन सा बेस्ट वे जिसमें टैक्स सबसे कम बनेगा, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट मीट होंगे। तो वहां पे आप यही तरीके ढूंढते हो कि मर्जर बेटर है, एक्विजिशन बेटर है। उसके भी अंदर और भी तरीके होते हैं, आप उनको सोचते हो कि इसमें टैक्स सबसे कम कहाँ लगेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इतना ज्यादा अपन इजीली नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा अनफ्रेंडली है, फोर्स है, लेकिन इन्होंने लिखा तो अपने यही लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑफन टाइम्स अनफ्रेंडली फोर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, अक्वायरिंग कंपनी जो है ना, जो जिसने अक्वायर किया है, वो कंट्रोल करेगी कंबाइंड बिजनेस को। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाते तो मैं आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज बताता, लेकिन छोड़ो, अभी सेंस नहीं बनेगा उसका। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूएंसेस हो सकते हैं आपके M&A टैक्स में। अगर आप इंटरव्यू वगैरह दोगे आगे जाके तो बहुत काम आएगा, लेकिन अभी छोड़, सेंस नहीं बनेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे आइडिया ने अक्वायर किया, तो आइडिया तो कंटिन्यू कर ही रही है ना, तो आइडिया का कंट्रोल रहेगा कंबाइंड बिजनेस के ऊपर। वो फर्क हो गया दोनों के अंदर, आपको समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। चलो, ये था बेसिक इनके बीच में डिफरेंस, M&A के बीच में डिफरेंस। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ मर्जर्स, कौन कौन से मर्जर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे यू विल रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। सबसे पहले उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल छोड़ो, पहले वर्टिकल मर्जर ले लो। सबसे पहले उन्होंने बोला वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर क्या है, जिस तरीके से अपन वहां पे थे ना, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन था, कि हम एक स्टेप आगे जाके अक्वायर कर रहे थे, एक स्टेप आगे जाके अगले वाले डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में जा रहे थे, या एक स्टेप पीछे जाके सप्लायर, इनपुट सप्लायर के बिजनेस में जा रहे थे। वही है, बस यहां पे एक्सटर्नल है। तो आप वहां पे बिजनेस ओपन नहीं कर रहे, बिजनेस को खरीद रहे हो, बिजनेस ही खरीद ले रहे हो उनका। आपने अपने सप्लायर का बिजनेस खरीद लिया, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही परचेस कर लिया, बिजनेस कंपनी को खरीद लिया, वैसा हो रहा है। तो वहां पे इंटरनल था, खुद से किया था, यहां पे बस एक्सटर्नल है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ना भी ठीक है। वर्टिकल मर्जर क्या है, अकर्स बिटवीन फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री के बीच में होता है, एट डिफरेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस। आप एक मेन प्रोडक्ट बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, आपका सप्लायर है जो चिप बना रहा है। ठीक है, मतलब शायद 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 कपूर वाली चिप्स नहीं, फोन में जो चाहती है ना चिप, मेमोरी चिप वो वाली चिप बना रहा है, आपने उसको खरीद लिया, जा मैं तेरी कंपनी खरीद ली। देन आपका डिस्ट्रीब्यूटर था जो फोन बेचता था, आपने उसको खरीद लिया कि जा तेरे को भी मैं खरीद लिया। पहले इन्हीं के बिजनेस में आप जा रहे थे खुद से, मतलब आप इंटरनल जा रहे थे, खुद से वो बिजनेस सेटअप कर रहे थे। यहाँ पे आप उनको खरीद ले रहे हो कि तेरी कंपनी है मेरी, ये मर्ज करा ले रहे हो उनको अपने में। ठीक है, तो उसे वर्टिकल मर्जर बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा मर्जर है, लेकिन ये दोनों है, एक्विजिशन भी इसी के अंदर आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मर्जर ही हो सकता है, यहाँ पे एक्विजिशन भी हो सकता है। मर्जर और एक्विजिशन दो अलग अलग तरीके हैं एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एंड एक्विजिशन भी लिख लेता हूँ समझाने के लिए कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन आईसीआई ने यहाँ पे गलती कर दी कि सिर्फ यहाँ पे मर्जर ही लिखा है, जबकि दोनों हो सकता है यहाँ पे। शॉर्ट में इनको M&A बोलते हैं, M&A, M&A। ठीक है, वर्टिकल मर्जर क्या है, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्शन और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस। इसके अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है, सप्लायर को लिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है, जिसमें आपने आपने अपने बायर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, इससे क्या होता है, सिनर्जी क्रिएट होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी क्रिएट होती है। ठीक है, एंड अदर एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, आप डिपेंडेंस खत्म कर दोगे, अपनी ओवरऑल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे। एग्जाम्पल वही मैंने कहा था, जहां पे अडानी पावर जो है कोल की माइन खरीद रहा था, यहाँ पे वो अक्वायर कर ले रहा है कोल सप्लायर को ही, जो कोल उसको बेचता है उसी को खरीद लिया उसने। यहाँ पे अक्वायरिंग आ गया, बस वहां पे उसने माइन खरीदी थी, यहाँ पे उसने सप्लायर ही परचेज कर लिया, अक्वायर कर लिया, बस उतना सा डिफरेंस है। अभी आपको समझा कि मैं क्यों बोल रहा था कि इनको इंटरनल एक्सटर्नल नीचे रखना चाहिए था, उसको ऊपर नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। वहां पे भी था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यहाँ पे भी आ रहा है। तो देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ना, आप एक कॉमन रख देते कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल,
वर्टिकल। अब उनके अंदर होता कि अच्छा इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। आपने इंटरनल एक्सटर्नल को मेन बना के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब बहुत सारा डुप्लीकेशन आ चुका है। ठीक है, वो चीज़ है। तो अब वर्टिकल मर्जर आप समझ गए क्या है। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मर्जर भी है, जो वहां पड़ा था वापस यहाँ पे वही आएगा। क्या होता है जब टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कंबाइन। मैंने आपको वहां पे क्या कहा था, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को आप कंबाइन, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कैसे कर सकते हो आप, वो एक्सटर्नल में चल जाएगा। ये मैंने आपको कहा था ना, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे करोगे, वो तो एक्सटर्नल में चल जाएगा, इंटरनल में थोड़ी आएगा वो। आ गया वहां पे एक्सटर्नल में। तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज थे, पता नहीं क्या सोच के बनाया। मेरे को ड्राफ्ट करने बोलते मैं उसको बहुत क्लीन तरीके से बना के देता। ठीक है, टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कंबाइन। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करनी है कि भाई दो कॉम्पिटिटर्स अगर कंबाइन हो जाएंगे तो कितनी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगी, राइट। एक ही फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, कंपटीशन एलिमेंट हो जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, डुप्लीकेशन एलिमेंट हो जाएगा कि दो अलग अलग स्टाफ है, दोनों के बाद अलग मार्केटिंग कर रहे हैं, एक साथ आ जाएंगे तो एक ही कंपनी मार्केटिंग करेगी दोनों की। ठीक है, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइंस वाइडन हो जाएंगे। ठीक है, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग मार्केट पोजीशन एंड एफिशिएंसी। वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज होके वी में चले गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मर्जर है क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। फिर वापस से आएगा को जनरिक मर्जर। को जनरिक मर्जर क्या है, जो अपने वहां पे कंसेंट्रिक पढ़ा था ना, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, उसी को यहाँ पे इन्होंने को जनरिक बोल दिया है। अब मजे की बात देखो, वहां पे कंसेंट्रिक के दो फर्दर टाइप्स थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। याद आ रहा है, कंसेंट्रिक के दो टाइप्स थे। आ जाओ मैं आपको वापस लेके आता हूँ। चार्ट कहाँ गया अपना, ठीक है, कहाँ है चार्ट यार, ये रहा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्ट, यहाँ पे कंसेंट्रिक के दो टाइप थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे नलायकों ने वर्टिकल अलग कर दिया, हॉरिजॉन्टल अलग कर दिया, और कंसेंट्रिक का एक नया नाम करके एक अलग कैटेगरी और बना दी। इतना ओवरलैप है, इतना ओवरलैप है। हुआ क्या है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, यहाँ पे आप इंटरनली कर रहे थे, यहाँ पे एक्सटर्नली कर रहे हो, बाकी सब सेम है, मेथड पूरा सेम है। इतना डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा चैप्टर बनाने के लिए, पेज बढ़ाने के लिए, स्कोर्स बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको ऊपर रख दिया। ये की नीचे होना चाहिए था, इनके नीचे होना चाहिए था, इसी में रख देते हैं डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर एक इंटरनल मेथड है, एक्सटर्नल मेथड है, हर एक में बोल देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, कॉमन हो जाता है ना सब में, क्यों इतना एक्स्ट्रा तुमने कर दिया। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ दो, याद करो जो साई से ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे को जेनरिक मर्जर है जो कंसेंट्रिक की तरह, बट उससे हल्का सा अलग है, लाइक कंसेंट्रिक बट डिफरेंट। कैसे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंपनी जो है बिटवीन फर्म्स रिलेटेड थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेसेस, मार्केट्स और टेक्नोलॉजीज। वही जो मैंने बोला था, प्रोडक्शन प्रोसेस, मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बोला था, उनके बीच में कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेटेड है बिजनेस उसका। ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स हो सकता है। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अमन कॉमन रिसोर्सेज लीडिंग टू सिनर्जी एंड ग्रोथ, मतलब प्रोडक्ट लाइन का आप एक्सटेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब जैसे, जैसे समझ लो बोट कंपनी है, वो हेडफोन बनाती है, उसने किसी को अक्वायर कर लिया जो स्मार्ट वॉचेस बनाता है, तो एक तरीके से उसका प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन हो गया ना, दोनों थोड़े थोड़े कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दोनों टेक्नोलॉजी कस्टमर्स ही हैं, थोड़े बहुत रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको यहाँ से हो जाए, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अराउंड कॉमन रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज कॉमन है उससे हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट, उनके कॉमन रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो उससे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो। उससे क्या होगा, सिनर्जी होगी, ग्रोथ ग्रोथ मिलेगी, जोमेटो एक्वायरिंग ब्लिंकिट। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे को जनरेट में क्या किया, अगर अपने को समझना हो तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अपन थे चार्ट में, ये अपना कंसेंट्रिक था। ठीक है, उसके दो पार्ट्स थे, एक वर्टिकल था एक हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, इन्होंने कंसेंट्रिक को कर दिया अलग, नाम कर दिया को जनरिक, एक नाम ये बन गया। एक वर्टिकल ले लिया इन्होंने, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो तीन तो इनके यहाँ से हो गए, तीन टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। चौथा टाइप पता है क्या है, ये कॉन्ग्लोमरेट, इनके ये चार नाम बन गए। तो बेसिकली बोला जाए तो अगर मैं यहाँ से इनोवेशन को हटा दूँ, तो जितना जितना अपने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर पढ़ा, वो सारे टाइप्स उन्होंने एज इट इज उठा के मर्जर के अंदर डाल दिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रहा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये रहा वर्टिकल। ये कंसेंट्रिक है, ये कोजेंट्रिक बन गया। ये कॉन्ग्लोमरेट है, ये कॉन्ग्लोमरेट ही रह गया। कितना डुप्लीकेशन है सोचो।
इसलिए मैं कह रहा था, इनको क्या ज़रूरत थी इंटरनल एक्सटर्नल को बाइफरकेट करने की जब एकदम सेम ही है सब कुछ। सिर्फ मेथड ही तो अलग हुआ, यहाँ पे तुम इंटरनल कर रहे हो, यहाँ पे तुम एक्सटर्नल कर रहे हो, खरीद रहे हो किसी जगह, बस ये तो चेंज है, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो तुम इन्हीं को कॉमन रख देते ना, इन टाइप्स को कॉमन रख देते, और नीचे बस ऐसा ऐसा फुटनोट ऐड कर देते कि इन सबके अंदर आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, सबके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, खत्म हो जाता है एक लाइन में, खत्म, चैप्टर छोटा हो जाता है कितना। लेकिन नहीं, पन्ने नहीं भरेंगे ना उससे। ठीक है, चलो, तो ये हरकत है, अभी क्या कर सकते हैं। अगला आ गया आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या है, ये इन्वॉल्व करता है फर्म्स फ्रॉम अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है, ना तो प्रोडक्ट में, ना प्रोसेस में, ना टेक्नोलॉजी में, ना कस्टमर्स में। ठीक है, फिर आगे एक और चीज ऐड करता है कि लार्जली तो देखो अनरिलेटेड ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ था नहीं लिखने के लिए, सब कुछ तो पहले लिख चुके हैं, तो एक नया इन्होंने निकाला कुछ तो, कि सम ओवरलैप इन प्रोडक्शन और मार्केटिंग और R&D में एग्जिस्ट, यानी थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है। जो बेसिक सा बात ही है यार, मतलब वो तो ऑब्वियस सी चीज है। जब हम बोलते हैं अनरिलेटेड है, इसका मतलब थोड़ी कि कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो कुछ कॉमन होगा ही ना यार। दोनों मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों एक कॉमन कॉमन मशीन यूज करते हैं, इतना तो कॉमन हो ही सकता है ना। बाकी सब अलग है, जैसे जोमेटो ब्लिंकिट में कितना कॉमनैलिटी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कॉमन किसी भी 2 बिजनेस के अंदर हो सकता है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं था। लार्ज जब हम बोलते हैं अनरिलेटेड बिजनेस, उसका मतलब यही है, मोस्टली अनरिलेटेड है, लेकिन एक छोटी मोटी चीज तो कॉमन हो ही सकती है ना। तो ये कोई अलग से ज्ञान नहीं था, ये नॉर्मली भी वैसे ही होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या बोला, ये क्या हेल्प करता है, डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है, रिस्क को अपॉर्चुनिटीज देता है ग्रोथ के लिए बाय एंटरिंग न्यू मार्केट्स एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस पोर्टफोलियोज, जो सब में ही हो रहा है वैसे, ऐसा कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसके आसपास के बिजनेस में जाओगे, इस बिजनेस में आप लॉस मेकिंग हो, इसके आसपास में जाओगे, उनमें भी आप लॉस मेकिंग ही करोगे, क्योंकि इसमें लॉस में तो आप यूजुअली बाकी में भी लॉस ही करोगे, ज़्यादा चांस तो नहीं है उसमें फायदा कमाने का। तो आपने कहा कुछ एकदम क्रेजी, कुछ अनरिलेटेड बिजनेस में जाता हूँ मैं, अनरिलेटेड बिजनेस में चले गए, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट कमाने का आपका, क्योंकि यहाँ तो इसके आसपास तो लॉस ही है, नए में हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए आपको, तो आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, जोमेटो अक्वायर्स डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। अब जोमेटो और लाल पैथ लैब में बहुत डिफरेंस है, एक खाना डिलीवर करता है, एक कलेक्ट करता है सैंपल। ठीक है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है, वो दोनों में कितना डिफरेंस है, एक दे रहा है, एक कलेक्ट कर रहा है। फिर भी देखो, अगर कर लेगा तो कॉन्ग्लोमरेट में जाएगा ना वो। हो सकता है जोमेटो बोले कि अब हमारे ऐप में हम राइडर्स आके सैंपल भी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डॉक्टर लाल पैथ लैब को अक्वायर कर रहे हैं। हो सकता है करे, ऐसा क्रेजी सोच सकता है जोमेटो कि अगली ग्रोथ यहां से लेके आएंगे हम। देन इसके बाद ए अपना क्या था, इसके अंदर अपना क्या था, एक्सटर्नल के अंदर अपना क्या था, सबसे पहले अपन ने कहा M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, दूसरा क्या था, स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये क्या चीज होती है बोला, देखो यहां पे ये होता है कि दो जो कंपनीज है, देखो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे। ठीक है, जो अपना मर्जर था उसके अंदर दोनों कंपनीज खत्म हो गई थी, एक नई बनी थी, एक नई कंपनी बनी थी, राइट। एक्विजिशन के अंदर क्या हुआ, एक कंपनी या तो खत्म हो रही है, कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, दूसरी कंपनी इसका बिजनेस अब संभालेगी। ठीक है, अलायंस क्या होता है, अलायंस के अंदर मर्जर भी नहीं हुआ, एक्विजिशन भी नहीं हुआ है, बस दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है कि अब हम साथ में काम करेंगे, ना मर्जर ना एक्विजिशन। ठीक है, अब हम साथ में काम करेंगे, दोनों कंपनीज अपनी अलग अलग चलती रहेंगी, कंटिन्यू चलती रहेंगी, बस दोनों साथ में काम करने वाली है। ठीक है, शेयर होल्डिंग के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पे आपने इसको खरीदा तो एक तरीके से आपने इसको पैसा दिया, ये कंपनी अब आपकी बन गई ना, वोडाफोन आइडिया की बन गई। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों अपना अलग अलग चालू हैं, कंपनी बननी कंटिन्यू करेंगी, बस दोनों साथ में आके उन्होंने हाथ मिला दिया है। जैसे नोकिया के हाथ मिलता था ना कि टन 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 टन, वैसा नोकिया कनेक्टिंग पीपल, वैसे यहाँ पे दो कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, ये ट्रू शादी की तरह है, जैसा समझ लो। ठीक है, जो दो दो लोग साथ में हाथ मिला के आके साथ में रहेंगे, दोनों अपने अलग अलग कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों को सपोर्ट भी करेंगे, मतलब आइडियली सपोर्ट करना चाहिए, वैसे करें नहीं करें पता नहीं किस्मत है। वैसे वैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस भी एक तरीके से सेम वही अरेंजमेंट है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस समझ गया, तो यहाँ पे बस साथ में अलायंस बनाए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डिंग चेंज हुई है या फिर किसी ने किसी को अक्वायर किया है, ऐसा नहीं, दोनों कंपनी अपना अपना कंटिन्यू करेंगी। ये क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप, देखा मैंने कहा था शादी से लिंक कर दो, आ गया ना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस। ठीक है, कौन सा, ताकि दोनों ऐसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें जो ये दोनों अकेले नहीं कर पाते। समझ रहे हो, शादी के वैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
जो आप दोनों अकेले नहीं कर छोड़ो छोड़ो, ठीक है? बस हाँ, चलो, समझ गए ना तुम? बस वही बात है कि जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो साथ में अचीव हो सकते हैं, अकेले नहीं हो सकते। तो उनके लिए आप आते हो बिज़नेस के अंदर, स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर, ठीक है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं इन्होंने, ये मीनिंग का ही पार्ट बनेगा। क्या? इसके अंदर आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएँगे। सबसे पहला क्या है कि जो पार्टनर्स हैं, देखो वर्ड पार्टनर यूज़ कर रहा है, देखो पार्टनर्स जो हैं, वो इंडिपेंडेंट ही हैं, अलग-अलग ही हैं एंड सेपरेट एंटिटीज़ ही हैं, उनके बीच में भी कुछ ऐसा नहीं कि कोई खत्म हो गए, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ ही हैं, दोनों अपने-अपने अलग-अलग हैं भाई, ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया, वो दोनों अपने कंटिन्यू हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी साथ में आए हैं, किस लिए? शेयर बेनिफिट्स एंड कंट्रोल करने के लिए ओवर द अलायंस। जो अलायंस हमारी है, उसके ऊपर बेनिफिट्स एंड कंट्रोल हम दोनों मिलकर शेयर करेंगे, ठीक है? दे विल कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड। दोनों हेल्प करते रहेंगे अलायंस के अंदर जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाता, ठीक है? मतलब जा भी सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं कि अब अपना अलायंस खत्म, ठीक है? डिवोर्स खत्म, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर भी होता है, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे है। जैसे टाटा और स्टारबक्स जो है, इनके बीच में एक अलायंस है, ठीक है? अगर आप स्टारबक्स में जाएंगे तो ऊपर लिखा होता है, आप देखना उसके ब्रांड नेम के ऊपर ही अ टाटा अलायंस। दैट मीन्स बेसिकली टाटा के साथ में है इंडिया में, ठीक है? इसका क्या जरूरत पड़ा? दोनों ऐसे टाटा ने स्टारबक्स को अक्वायर नहीं किया है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है, पर लेकिन दोनों साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाए हैं जिसके अंदर वो दोनों मिलके एक तरीके से अलायंस में आ चुके हैं, ठीक है? अब इसका फायदा क्या होता है? देखो स्टारबक्स जो है वो अलग कंट्री से है, ठीक है? इंडिया में तो नहीं था पहले, वो उसको नहीं मालूम कि इंडियन मार्केट को क्रैक कैसे करना है, उसको इतना एक्सपर्टीज नहीं है। टाटा को है। क्यों? क्योंकि टाटा कॉफ़ी बनाता है। टाटा की कॉफ़ी आती है, टाटा का टी भी आता है। तो उसको एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस का। उसको पता है इंडियन मार्केट कैसे वर्क करता है। इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको समझ में आता है। ठीक है? लेकिन टाटा के पास कैफ़े नहीं है। वो पैकेज्ड कॉफ़ी सेल कर रहा है, पैकेज्ड टी सेल कर रहा है, लेकिन उसके पास कैफ़े नहीं है। स्टारबक्स के पास इंडिया की नॉलेज नहीं है, टाटा के पास है। ठीक है? और टाटा के पास जो नहीं है, कैफ़ेज़, वो स्टारबक्स के पास है। तो जो हमारे पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास है, वो हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली दोनों साथ में आ गए। ठीक है? चलो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्यों ना हम साथ आ जाएँ। जी, क्यों ना, आ गए। तो अब दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? अब बेसिकली यही चौथा पॉइंट है, ऑफन यूज्ड ग्लोबली बिटवीन बिज़नेसेस बेस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। जब बिज़नेस डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं तो ये कॉमन होता है कि हमें एक अलग-अलग कंट्रीज़ से हैं, हमारे पास एक कोई हमारी कोई एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारी कोई एक्सपर्टीज़ है, चलो साथ में आ जाते हैं, ठीक है? वैसा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस इसको लिखे गए 4 कैटेगरीज़ के अंदर। आ सकता है क्वेश्चन सीधे-सीधे, ठीक है? आ भी रखा है, कॉमनली आ रखा है, ठीक है? 4 कैटेगरीज़ के अंदर आप इसके एडवांटेजेस लिखेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है? जिसमें से आपको ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रैटेजिक के अंदर 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 इसमें, 5 इसमें। इकोनॉमिक रिस्क में कम ही पॉइंट्स हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब वैसे तो ठीक है, ये कोई ज़्यादा मतलब इनको खोल-खोल के अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब ICIK में तो आंसर में पैराग्राफ फॉर्मेट में है, अपन ने खोल-खोल के लिखा हुआ है ताकि आपको ईज़िली याद हो जाए, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या बेनिफिट्स होंगे कि ये लोग एक-दूसरे को हेल्प करते हैं किस में? इसका आप क्या लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल का कैसे कैसे याद करोगे 5 पॉइंट्स? सीक्रेट, ये एक-दूसरे को अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, है ना? मतलब ऑब्वियसली टाटा कॉफ़ी के स्टारबक्स अपनी कॉफ़ी का फ़ॉर्मूला टाटा को बताएगा ही ना, बिना उसके कैसे वर्क करेगा? एंड उसका फ़ॉर्मूले तो सब कुछ है उसके लिए, शेयर करना पड़ रहा है सीक्रेट। अगर उसको मालूम पड़ जाए वो खुद से उसी फ़ॉर्मूले से कॉफ़ी बनाने लग जाए तो भाई यार स्टारबक्स का मेन मार्केट मेन पॉइंट, ठीक है? तो सीक्रेट शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे से, तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ये है कि आपको एक-दूसरे का सीक्रेट जानने में मालूम पड़ता है। इससे आपके 5 पॉइंट निकल के आ जाएँगे। एस से क्या हैं 6 लेकिन 5 पॉइंट निकल के आएँगे, इसमें 6 वर्ड्स हैं लेकिन आपके 5 निकलेंगे। कैसे? एस से सिनर्जी हो जाएगा, ठीक है? तो सिनर्जी क्या है कि आप सिनर्जी अचीव कर सकते हो थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ निकाल सकते हो कि हम किसी और चीज़ में अच्छे हैं, तुम किसी और चीज़ में अच्छे हो। ठीक है? तो चलो अपन मिलके एक नया निकालते हैं। जैसे आप अगर देखो कोई पीसी मैन्युफैक्चरर बोले हम लैप पीसी बनाने में अच्छे हैं। वो किसी से टाई अप करे, लाइन्स करे किसी मॉनिटर मैन्युफैक्चरर से कि हम मॉनिटर बहुत अच्छे बना लेते हैं। तो दोनों का फ़ायदा। एक जो पीसी बन के आएगा शानदार होगा, ये पीसी मैन्युफैक्चरर जो पीसी बनाने में अच्छा है और उसके अंदर मॉनिटर बनाने में जो अच्छा बंदा है उसने उसको मॉनिटर सप्लाई कर दिया। दोनों का साथ में पीसी कितना सही चलेगा, है ना? जैसे फ़ोन वाले भी तो करते हैं, है ना? फ़ोन के पीछे लिखा होता है ना कैमरा इन पार्टनरशिप विद ज़ायस, लाइका, सोनी, तो वो यही तो है, दिखाते क्लियरली कि हमने साथ में पार्टनरशिप करी है। तो अच्छा है, वो किसी और चीज़ में चाहे तुम किसी और चीज़ में टाई अप कर लो, ठीक है? सिनर्जी मिल जाती है थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। देन ई, ई से क्या है एनहांस, एनहांस क्या करना है आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को,
इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो जाती है अगर दोनों एक ही बिजनेस में हों वैसे तो। जैसे मारुति और सुजुकी, दोनों कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, मारुति और सुजुकी। मारुति इंडियन है, सुजुकी जापानीज है। दोनों के बीच में एक तरीके से अलायंस है, ठीक है। देन सी से क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है भाई? देखो अगर कोई दूसरे देश से कंपनी आती है अपनी कंट्री में, तो लोग जानते नहीं होंगे। जैसे उसके साथ में टाटा का नाम जुड़ जाएगा, तो उस कंपनी को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, है ना। अभी तो देखो यहाँ पे ये स्टारबक्स है, उसका तो पॉपुलर नाम था तो लोग जानते हैं। कोई अलग ही आए जो कभी नाम ही नहीं सुना आपने, तो फिर कैसे ट्रस्ट करोगे आप उसके ऊपर? तभी करोगे जब आपको पता है स्टार्टअप जैसा नाम जुड़ा हुआ उसके साथ में। तो क्रेडिबिलिटी लेजिटिमेसी मिल जाती है एक नए पार्टनर को, है ना, ठीक है। तो ये आपका सी से क्रेडिबिलिटी हो गया। देन आर से क्या हुआ? रीच। रीच से क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। रीच का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने वही बोला, टाटा को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, स्टोर्स वगैरह कैसे कैसे ओपन करने, जो स्टारबक्स को नहीं आता था। तो टाटा ने स्टारबक्स को अपना रीच दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प किया, तो प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन। इसको अपने रीच लिखा है, आर से रीच, ठीक है। मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, लिखना आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन ई टी से क्या लिखेंगे अपन? एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा से फिर से आपका, ठीक है, एक्स्ट्रा से फिर से आपका, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना थोड़ा सा निमोनिक गलत हो गया अपना। ये जो पहला ऐसे ना, यहाँ से इससे आप कर दो स्किल्स, ठीक है। पहले ऐसे आप स्किल्स कर दीजिए, थोड़ा सा डुप्लीकेसी हो गई अपन से भी, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही चीज़, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने स्किल्स कर दिया पहले इससे, क्या? लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। एक दूसरे को नेसेसरी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, ठीक है। एंड जो अपन ने सिनर्जी वाला पढ़ा था, वो लास्ट में अपना ईटी से एक्स्ट्रा से सिनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब आपके पास बुक आएगी तो उसमें एडिटेड होगा, ठीक है। मेरे सामने जो है उसमें शायद ये गलती है, आपके पास जो बुक आएगी फाइनल वो एडिटेड होगा, उसमें आपको करेक्टेड ही मिलेगा, एडिट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिनर्जी का आपने बात कर लिया, तो पांचों पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। या फिर आप मैरिज का फ्लो के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपको ये इस तरीके से याद नहीं हो तो, ठीक है। मतलब मैरिज करने के लिए यही कि नेसेसरी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। कभी तुम कुक करे ना, कभी मैं कुक कर लूंगा, तो मुझे नहीं आती, मैं सीख लेता हूँ। वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस हो जाएगी। छोड़ो यार, सीक्रेट ही अच्छा है, ठीक है, चलो। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, छोड़ो, ठीक है। तो अपना ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमिक ये फ़ायदा होगा कि देखो आपकी जो कॉस्ट एंड रिस्क हैं, वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगी। तो आपको थोड़ा फ़ायदा है कि 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ द अलायंस। अब भाई देखो इंडिया में जो स्टारबक्स जा रहा है, उसकी रिस्क 2 लोगों के ऊपर है, एक के ऊपर थोड़ी है, टाटा के ऊपर भी है, स्टारबक्स के ऊपर भी है। तो ठीक है, अच्छा लगता है, हमारे 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 साथ कोई हमदर्द है, हम है कोई जो हमारा दर्द बाँट सकता है जिसके साथ, ठीक है। हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम हेल्प्स अचीव इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड सो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन्स, है ना? ठीक है, चलो बेसिक सा बात, ठीक है। इट क्रिएट्स एडिशनल वैल्यू फॉर कस्टमर्स यूजिंग को स्पेशलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स। ये वही मैंने जो चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। को स्पेशलाइजेशन कर सकते हो पार्टनर्स की, सच एज अ लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कैन बंडल इट्स डेस्कटॉप विद अ लीडिंग मॉनिटर ब्रांड, है ना। को स्पेशलाइजेशन, उसका स्पेशलाइजेशन ये है कि हम देखो भाई, हम डेस्कटॉप बनाते हैं अच्छा, वो बनाता है मॉनिटर बनाते हैं अच्छा, चलो साथ में आ जाते हैं। वो भी उन्होंने किया, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी वो कॉमन ही पॉइंट है, उससे सिनर्जी लिंक कर दी उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे उन्होंने एडिशनल वैल्यू यूजिंग को स्पेशलाइजेशन लिंक कर दी। बात ऑलमोस्ट एक ही कर रहे हैं दोनों, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप ना। अभी आप ये ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इसका ओवरलैप आपको स्ट्रेटेजिक में भी मिलेगा। जरूरत थी नहीं इनको ऐसे 3 में डिवाइड करने की, सीधे सीधे लिख सकते थे जो था। 7-8 लिख देते ना भाई, तुम 7-8 पॉइंट्स लिख देते एक साथ, याद करते बच्चे, क्यों कैटेगरी में डिवाइड करना था तुमको, ठीक है। इकोनॉमिक समझ में आ गया। अब आप स्ट्रेटेजिक में आओ। स्ट्रेटेजिक के अंदर भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच आर ओवरलैपिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल। ये कैसे याद करोगे आप? देखो, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? उनको यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है अपनी, कि हम इंडिया के अंदर भी कोर कॉम्पिटेंसी बना सकें, एंड वो इंडिया में आ रही है। तो दे वांट टू अर्न, डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी इन आईएनआर। तो आपका पॉइंट क्या हो गया? कोर कॉम्पिटेंसी इन आईएनआर, ठीक है। स्ट्रेटजीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी इन आईएनआर आपका स्ट्रेटजिक के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी इन आईएनआर से कैसे निकलेगा? पहला आपका है, पहला आपका है ये सी। इस सी से क्या निकलेगा? कॉपरेट नॉट कंपीट। दोनों कॉपरेट करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, ठीक है। देन दूसरे सी से क्या है? तो सी से आपका है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वही ज्ञान है और कुछ नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज एंड स्किल्स को आप क्रिएट कर सकते हो, पूल कर सकते हो
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करें, दोनों ने एक दूसरे के रिसोर्सेज से पूल कर लिया तो दोनों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। क्या फर्क था उसमें और सिनर्जी के अंदर, बताओ क्या फर्क था इसमें क्रिएट एडिशनल वैल्यू फॉर को स्पेशलाइजेशन के अंदर और इसमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के अंदर? देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, ठीक है, बट अभी जो है वो याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। INR, आई से क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन कराया जा सकता है विद द पार्टनर्स अगर वो सेम वैल्यू चेन के अंदर आते हैं तो। यार ये क्या, ये तुम्हारा कोई पॉइंट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, ये तो कर मतलब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे खुद भी लगता है यार ये ऐसे ही किस लेवल पे गंदा बुक बना सकता है यार, मतलब ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते, हाउ इज दिस द बेनिफिट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी ना। वर्टिकल इंटीग्रेशन तो किसी में भी हो सकता है, तो हर जगह डाल देते हैं ये पॉइंट क्या, ठीक है। समझ गए तुम मेरा दुख, तुम भी समझ रहे हो, बांट लेते हैं अपन भी, अलायंस में ही है, ठीक है। चलो ठीक है। एन, एन से क्या निकलेगा? न्यू प्रोडक्शन एंड टेक। न्यू प्रोडक्शन एंड टेक वो क्या है? आपको फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। दोनों मिलकर साथ में न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं, जैसे मारुति और सुजुकी मिलकर कितनी अच्छी अच्छी कारें बनाते हैं, तो उसमें फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए है ना, मारुति के लिए, सुजुकी के लिए भी, कि दोनों मिलकर कार्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज R&D ज्वाइंट कर सकते हैं, साथ में R&D कर सकते हैं, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा सबको साथ में, दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, बट ठीक है, ले लिया, ठीक है। पॉलिटिकल मस्त है भाई, पॉलिटिकल मजा आ जाएगा, आ जाओ, ठीक है। देखो जब भी फॉरेन बजट इंडिया के अंदर आता है ना, ठीक है, तो कभी कभी दिस अ लॉट ऑफ लोकल प्रेजुडिसेस अटैच्ड विद देम, ठीक है। मतलब जैसे वॉलमार्ट का मैं बताऊँ को, वॉलमार्ट, ठीक है, वॉलमार्ट आपको पता है अमेरिका के अंदर सबसे, जैसे अपना यहाँ पे डी मार्ट, रिलायंस रिटेल है, वैसे वहाँ पे वॉलमार्ट है, बहुत बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं उनके। उसको इंडिया में आना था, ठीक है, 2000s की बात है आई गेस, उसको इंडिया में आना था, ठीक है। और उस टाइम पे तो ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, मतलब इतना नहीं था प्रोमिनेंट, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, क्विक कॉमर्स वगैरह भी नहीं था, सारे रिटेल स्टोर से जाके खरीदते थे। तो जब वॉलमार्ट को इंडिया में आना था ना, तो इनको नहीं, इनको देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स जितने भी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पुशबैक दिया कि भाई अगर वॉलमार्ट आएगा तो हम तो हमारा बिजनेस खा जाएगा, रिटेलर्स को बंद कर जाएगा, करा देगा वो। तो ऑब्वियसली रिटेलिंग के अंदर मतलब वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर कैप लगा देता कि नहीं इतना नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्टली आके बिजनेस नहीं कर स्टार्ट कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, जो अपनी एयरटेल की कंपनी है ना, एयरटेल, एयरटेल भारतीय, भारतीय लिमिटेड, राइट, भारतीय एंटरप्राइज भारतीय लिमिटेड, उसको, उसके साथ में उसने टाइप किया, स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। उससे क्या हुआ, क्योंकि इंडिया में देखो एक मेंटेलिटी तो है कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो हमारा हमें हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है अपनी वो मेंटेलिटी है। लेकिन जैसे इंडियन नेम जुड़ जाता है, जब फेस एक इंडियन नेम जुड़ जाता है, तो आपका वो डर थोड़ा खत्म हो जाता है कि नहीं तो अपने बीच में अपने को क्यों खत्म करेगा। तो वो लोकल प्रेजुडिसेस खत्म करने में उसने हेल्प करी थी, ठीक है, कि लोकल प्रेजुडिस में हमारे दिमाग में एक नोशन है कि बाहर से आएगा तो हमें खत्म करने आए और बिजनेस खाने आए, वो उसको ओवरकम करने में हेल्प करी है उन्होंने, ठीक है। लीगल बैरियर टू एंट्री को भी क्रैक किया उन्होंने, क्योंकि अलाउ अलाउ ही नहीं था कि वॉलमार्ट आके पूरा पूरा रिटेल आर्म इंडिया में ऑपरेट कर सके, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था रिटेलिंग के अंदर। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया भारती के साथ में, जितना इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में अलाउड था उतना उसने कर दिया, तो हो गया, लीगल बैरियर टू एंट्री का स्केप कर पाया वो लोग, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पार्टनर्स में इंप्रूव योर ओन इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन। क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे ये, ठीक है। कोई अगर बिजनेस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, साथ में अगर आप टाइप करोगे तो आपका खुद का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, पोजीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बताएं इसमें, ठीक है। आप भी दोस्ती रखना चाहते हो ना, कि एक कोई तो है तुम्हारा दोस्त जो बोलता है चाचा विधायक है हमारे, तो तुम दोस्ती रखते हो ना उसके साथ में कि भाई कभी आ गया काम तो ठीक है, रखते हैं दोस्ती, वही चीज है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट शेयर करते हैं अपन इसके अंदर, है ना। तो सीक्रेट शेयर करना एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है भाई, कि आपको सीक्रेट शेयर करने पड़ रहे हैं अपने, है ना। दोनों सोचो ना, सीक्रेट शेयर करोगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होगा आपके लिए। तो मेजर डिसएडवांटेज शेयरिंग, कि यहाँ पे आपको क्या क्या शेयर करना पड़ता है, रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं, प्रॉफिट शेयर करने पड़ते हैं, नॉलेज शेयर करनी पड़ती है, स्किल शेयर करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स भी शेयर करने पड़ते हैं, कि हमारी ये रेसिपी है, हमारा फॉर्मुलेशन ये है, हमारा कंपोजिशन ये है। मतलब देखो ना, कोका कोला का मेन क्या है, उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो 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 चीजें डालता है कंपोजिशन, ठीक है, वही उसका सब कुछ है। अगर वही लीक हो जाए तो वो कोई भी बना देगा कोका कोला के जैसे, है ना। बस वही चीज है यार, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड, इसी को कंटिन्यू करता है ये पॉइंट, कि देखो ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, कि नहीं तो हमारा सीक्रेट लीक नहीं करोगे, लेकिन उसके बारे में वही लिखा हुआ है कि जो एग्रीमेंट्स है ना,
वो, ठीक है, जैसे देखो एग्रीमेंट इफेक्टिव तभी होगा जब सामने वाले की इच्छा इफेक्ट इंप्लीमेंट करने की, अगर वो इच्छा नहीं है उसकी इंप्लीमेंट करने की तो एग्रीमेंट का कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरी कंट्री में हो, ये दूसरी कंट्री का है ना। स्टारबक्स और टाटा के बीच में कोई लफड़ा हो जाए, स्टारबक्स कहाँ, यहाँ इंडिया का तो है नहीं, टाटा इंडिया में है, उनके बीच में कोई लफड़ा हो जाए, क्या कर लेगा स्टारबक्स? टाटा बोले मैं नहीं मान रहा, जा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? रोक देगा टाटा को इंडिया में, कुछ कर लेगा केस उसके खिलाफ? नहीं कर सकता ना भाई, उसकी नहीं इच्छा तो नहीं है इंप्लीमेंट करने की, ठीक है। तो वही लिख रहा है, आर एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू अबाइड, मतलब इसकी इफेक्टिवनेस उतनी एग्रीमेंट की जितनी एक्चुअल में इच्छा है, विलिंगनेस है पार्टीज की उससे अबाइड करने की। अगर कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ के ही रहेगा, कुछ नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता उसको। एंड आगे वही लिखा हुआ है, और द कोर्ट्स विलिंगनेस टू एनफोर्स देम, जितना कोर्ट्स एनफोर्स करना चाहती है उतना ही इफेक्टिव है, वरना कोर्ट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो कुछ नहीं बोल रहे। टाटा को क्या कर लेगा स्टारबक्स? कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं रोक सकते, ठीक है। एंड आगे जाके आपका पार्टनर आपका ही पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन सकता है अगर वो सेपरेट आउट हो जाए तो, अलग हो जाए तो। बस ये 3 डिसएडवांटेज है। ये अभी तक अपन क्या कर रहे थे पता है आपको? डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, ठीक है, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ग्रोथ पढ़ रहे थे अपन। अब जाके खत्म हुआ है ग्रोथ, है ना। ये इतना बड़ा था ये ग्रोथ, स्टेबिलिटी कर लिया था कि 10 मिनट, 5-10 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो गया था। अभी तक अपन ग्रोथ ही कर रहे थे, कितने सब टाइप से। फाइनली दिस इज ओवर। अब अगली स्ट्रेटजी, अगली स्ट्रेटजी अपनी क्या है? रिट्रेंचमेंट, जहां से अपन बिजनेस से वापस पैसा निकाल रहे हैं, बाहर विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस को। आ जाओ, इसमें से इसका ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा ही है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट अपन कब करेंगे? आ जाओ, इसको अपन ने, इसको ऐसे ने अलग टाइप दे दिया है, ये रहा। इसको नाम दिया ऐसे ने स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स, स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स, बाहर ले रहे अपने बिजनेस से। बेसिकली रिट्रेंचमेंट की बात हो रही है लेकिन ऐसे ने नाम अलग कर दिया, स्ट्रेटेजिक एग्जिट कर दिया, ठीक है। इसका मीनिंग एंड टाइप्स, इसके मीनिंग एंड टाइप्स क्या हो सकते हैं? मीनिंग यही है कि आप बिजनेस का स्कोप रिड्यूस कर रहे हो, अभी बिजनेस का स्कोप रिड्यूस कर रहे हो कि अपन 10 कंट्री में थे, 10 सिटीज में थे, 5 में आ जाएंगे, बाकी 5 को बंद कर दो, एक एक करके आप बंद कर रहे हो। यू रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि क्योंकि आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, उसको आप रिवर्स करना चाहते हो, आप लॉस मेकिंग जा चुके हो, तो आपने लॉस मेकिंग जगह को, बिजनेस को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि रिवर्स कर सको अपने डिक्लाइन को एंड एग्जिट अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि इसका स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम एरियाज है क्या एंड उनका रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर आप 3 स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो। देखो ये जो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने बहुत जेनरिक ज्ञान लिख दिया है इन्होंने, ठीक है, बट फिर भी अपन को लिखना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम एरियाज है क्या, उनकी रूट कॉजेज क्या है, ठीक है। एंड 3 टाइप की रिटर्नमेंट स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करती हैं, जो आगे है उनके अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? आगे यही है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? देखो भाई बहुत बेसिक सी चीज है, मैं अगर यहाँ घूम के पड़ा हूँ, मैं यहाँ घूम के पड़ा हूँ तो मैं गलत दिशा में पढ़ा रहा हूँ, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर टर्न अराउंड, तो मैं यहाँ आगे टर्न अराउंड हो गया, अब मैं सही दिशा में आ गया ना। बस वही है, आप गलत दिशा में थे, टर्न अराउंड होकर सही दिशा में आ जाओ, वही है बस ये यही है भाई, यही है। तो टर्न अराउंड का मतलब यही होता है कि आप गलत दिशा में जा रहे थे, उल्टे जा रहे थे, टर्न अराउंड हो जाओ। वैसे टर्न अराउंड का मतलब होता है एकदम उल्टे जा रहे थे, अब सीधे हो जाओ। तो मुझे आइडियली पीछे घूमना चाहिए था, लेकिन पीछे जाता तो इतना माइक मेरा पीछे आ नहीं पाता, तो इसलिए मैं यहाँ गया, ठीक है। ठीक है, चलो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ये पहला इतना। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आप क्या करते हो? अपनी दिशा बदलना चाहते हो, पहला गलत दिशा में थे, अब सही दिशा में जाना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि आप रिवर्स करना चाहते हो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, जिस डिक्लाइन में आप जा रहे थे, गलत रास्ते जा रहे थे, उसको रिवर्स करके आप प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बंद नहीं कर रहे हो सब कुछ, आप सुधार कर रहे हो, ठीक है। टर्न अराउंड, घूम जाओ, पलट जाओ, ठीक है। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टिचर स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या है? पैसा विड्रॉ कर लेना, डाइवेस्टमेंट कर लेना, मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट सेल कर देना एक तरीके से। तो इसमें आप कट ऑफ कर देते हो, जो भी लॉस मेकिंग यूनिट्स है, डिविजन है, एसबीयूज हैं, उनको आप कट ऑफ कर देते हो, उनको सेल आउट कर देते हो, ठीक है। अगर ये दोनों ही वर्क नहीं करे, सबसे पहले आप टर्न अराउंड करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। आप टर्न अराउंड करने की कोशिश करोगे कि हाँ कहीं पे नुकसान हो रहा है, तो इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं क्या? रिवर्स नहीं वो हो रहा, तो आप बोलोगे कि देखो भाई कोई लॉस मेकिंग है, उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। वो भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे खत्म, कंपनी बंद, लिक्विडेट करो कंपनी को, भाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लिक्विडेट करो। व्हेन नन ऑफ दिस वर्क, क्लोज डाउन द बिजनेस एक्टिविटीज टोटली। ये 3 तरीके हैं, ठीक है, रिट्रेंचमेंट के अंदर। तो अब इसके अंदर टाइप 1 क्या हो गया? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड को अपन इंटरनल रिट्रेंचमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अपन
इंटरनली खुद से ठीक करना चाह रहे हैं। अपन किसी को बोले नहीं कि हमारा बिजनेस खरीद लो, हमें सेल करना है खुद को, नहीं नहीं है, ठीक है। आप इंटरनली फिक्स करने की कोशिश करो, तो दिस कॉल इंटरनल रिट्रेंचमेंट, ठीक है। डाइवेस्टमेंट को बोलेंगे अपन एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट, ठीक है, क्योंकि आप किसी की मदद मांगने जा रहे हो कि भाई हमें खरीद लो, हमें बचा दो, हम नुकसान में हैं, ठीक है। तो अभी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर आपका क्या आएगा? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिक, ऑर्गेनाइजेशन सिक है, तबियत खराब है उसकी, बट वायबल है, वायबल है मतलब कर सकती है बिजनेस अभी भी, ठीक है। एंड मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि करेक्टिव एक्शन लेंगे, इफेक्टिव लीडरशिप दिखाएंगे, तो रिस्टोर हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। कंपेटिटिवनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सब रिस्टोर हो सकती है अगर अपन ने करेक्टिव एक्शन लिए एंड इफेक्टिव लीडरशिप दिखाई तो, ठीक है। अब आपके कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब ऐसे टॉपिक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती हैं, बताती हैं कि देखो भाई तुम्हें टर्न अराउंड की जरूरत है, तुम गलत दिशा में हो। जैसे मैं तो यहाँ घूम गया, तुम्हें दिख गया कि ये कंडीशन है कि सर गलत दिशा में है ना। तो यहाँ पे ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं कि कंपनी गलत दिशा में जा रही है? कंपनी खड़ी थोड़ी है मेरी तरह, बैठी थोड़ी है मेरी तरह, कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी गलत दिशा में है? वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, वो टॉपिक है। तो देर आर सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट दैट अ टर्न अराउंड इज नीडेड इफ द कंपनी हैज टू सर्वाइव। ये कौन से डेंजर सिग्नल्स होते हैं ऐसे, ये आपको याद करने 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। काफी कॉमनली पूछा जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, कंपनी की सबसे हालत खराब कब हो जाएगी अपन ने, सबसे सबसे खराब हालत कब हो सकती है? जब उसका मार्केट प्राइस पर शेयर ही गिर जाए, बहुत खराब हो जाए, और उसका पी रेशो गिर जाए, है ना। पी रेशो बहुत गिर जाए। एमपीएस एंड पी आर द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक कंपनी के लिए, अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाई है। तो सब जीरो जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, एमपीएस एंड पी, उससे नीचे तो जा नहीं सकते। आप सोचो हाइपोथेटिकली कि नेगेटिव चल जाए, इतनी खराब हालत है, तो आपका मेमोरी टेक्निक क्या बन गया? नेगेटिव एमपीएस एंड पी। होता नहीं है प्रैक्टिकली नेगेटिव कभी भी एमपीएस एंड पी, बट अपन को मेमोरी टेक्निक यही बनानी है, ठीक है। नेगेटिव एमपीएस एंड पी, इससे आपके 6 निकल जाएंगे। सबसे पहला नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव कैश फ्लो। अगर आप नेगेटिव कैश फ्लो परसिस्टेंटली अर्न कर रहे हो फ्रॉम द बिजनेस, तो आपको समझ जाना कि भाई टर्न अराउंड की जरूरत है, गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग, है ना। देन एमपीएस एंड पी, एम से क्या होगा? एम से होगा मिसमैनेजमेंट, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। देन पी, पी से क्या होगा? प्रोडक्ट हमारे अनकॉम्पिटिटिव है, प्रोडक्ट हमारे अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। देन एस, एस से क्या होगा? हमारा जो शेयर है वो डाउन ज्यादा जा रहा है, मतलब शेयर का प्राइस नहीं, मार्केट शेयर, ठीक है। हमारा मार्केट शेयर डिक्लाइन होता जा रहा है, मतलब जितना हम शेयर ओन करते थे 80% था, वो धीरे धीरे 80 था, वो 60 जा रहा है, 50 जा रहा है, 40 जा रहा है, धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं हमारा मार्केट शेयर, ठीक है। पीई, पी से क्या आएगा आपका? फिजिकल फैसिलिटीज। हमारी जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो डिटोरेट होती जा रही हैं, मतलब हमारी फैक्ट्रीज, हमारा जो प्लांट है, हमारी मशीनें, वो मरम्मत नहीं हो रही है, उनकी रख रखाव नहीं हो रहा, हर जगह सीलन आ रखी है, पैसा ही नहीं है ना, इसलिए मालूम पड़ रहा है कि भाई कुछ तो गलत जा रहा है, ठीक है। देन लास्ट क्या है? ई, ई से एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ओवर स्टाफ हो जाएंगे, मतलब एक काम करने की जगह है 3 बैठे हुए हैं, क्योंकि काम ही कम हो गया है, स्केल खत्म हो गई बिजनेस की। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, यानी एम्प्लॉइज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, खुशी नहीं है, लो मॉरल है एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा, है ना। ये 6 चीजें आपकी हो जाएंगी, इसमें आपको टर्न अराउंड की जरूरत है। अब एक्शन प्लान क्या है टर्न अराउंड का? मतलब थ्योरेटिकल ज्ञानबाजी है कुछ नहीं खास, कुछ नया नहीं बता रहे हैं आपको। सपोज करो आपको कोई पेशेंट बीमार हो, उसको आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके क्या होगा? सबसे पहले डॉक्टर देखेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसका रूट कॉज क्या है। बोलेगा अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है, देखेगा अच्छा रूट कॉज क्या है, हड्डी में कोई तकलीफ है, कुछ गलत बीपी वगैरह में, कुछ शुगर वगैरह में कुछ तकलीफ हुई है, क्या हो रहा है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेगा, है ना। वही पहला स्टेज है। स्टेज 1 क्या है? असेसमेंट ऑफ, इस पे भी क्वेश्चन आता है एक्शन प्लान के ऊपर। पहला स्टेज क्या है? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स को असेस करो, आइडेंटिफाई करो एंड असेस करो कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्या, इनमें से क्या प्रॉब्लम है। आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है, आपका प्रॉफिट डाउन जा रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड डायग्नोस करना है कि उसकी रूट कॉज क्या है। जैसे आपके एग्जाम्पल हो सकता है कि अच्छा अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो ऊपर लिखे थे ना अपन ने, यही उसके रूट कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अपने जो सबसे पहले अपन ने बात करी कि देखो अपना, लेट्स से अपना मार्केट शेयर कम हो रहा है, अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो अब आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा इसकी रूट कॉज क्या है, क्या इसका रूट कॉज है, क्या हमारे अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, है ना, क्या हमारे अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्या हमारे इंटरनल इनएफिशिएंसीज हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग रूट कॉज हो सकता है। किसी का प्रॉब्लम पुअर कैश फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये भी आप तीनों लिख देना कि रूट कॉजेस में ये 3 प्रॉब्लम हो सकती है ना। एंड रूट कॉज के बाद में डैमेज कितना हो गया है ये भी असेस करना है आपको।
कि डैमेज डॉक्टर भी तो देखता है भाई। अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है, कितना कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितना प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा बस हाँ हाथ में ही दर्द हो रहा है कि हड्डी तक अंदर डैमेज पहुंच चुका है, कि अंदर नसों तक डैमेज पहुंच चुका है, मतलब वो चेक असेस तो करता प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम पूरी मालूम पड़ेगी तभी तो अपन उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट लिखा हुआ ये अननेसेसरी है, ये नीडेड नहीं है एग्जाम्स में, स्टडी मेट में लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया, ये वाला पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप पढ़ लेना, नीडेड नहीं एग्जाम्स। ये स्टेज 1 हो गया, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। करंट प्रॉब्लम मालूम पड़ गई आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे एंड एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे। मतलब ये है कि आप असेस करो कि आपका चांस ऑफ सर्वाइवल कितना है। मतलब ठीक है, एनालाइज की जगह इनको कुछ और लिखना चाहिए था, मीनिंग कुछ और निकलता है इसका, बट इनका मतलब यही है कि आप बिजनेस सर्वाइवल के चांसेस डिटरमाइन करो कि सर्वाइव कितना कर सकता है बिजनेस। अगर कर सकता है तो अपन आगे बढ़ेंगे टर्न अराउंड की तरफ, अगर नहीं कर सकता है, मालूम पड़ रहा है कि सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, तो अपन करेंगे ही नहीं कुछ। पेशेंट को भी कभी लेके जाओगे तो डॉक्टर असेस करता है ना। ठीक है चलो, देन उसके बाद जैसा आपने डिसाइड किया कि हाँ सर्वाइवल हो सकता है, तो आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे जिससे जिसमें आप आउटलाइन करोगे कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस मुझे लेने हैं। फोकस किसके ऊपर रहेगा, इंटरनल इनएफिशिएंसी, इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इंटरनली। ठीक है, इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एनहेंसिंग एम्प्लॉय मॉरल। ये कुछ भी 3 पॉइंट्स उठा के लिख देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है कि 3 पॉइंट्स कौन से लिखना है, कोई लिंकेज हो प्रॉपर, कुछ भी रैंडम 3 पॉइंट्स लिख देते हैं, है ना। रैंडम 3 पॉइंट्स हैं, कुछ इनका लिंकेज नहीं है इन तीनों के बीच में। दिस कुड हैव बीन एनीथिंग दीस थ्री की जगह पे, बट ठीक है उन्होंने लिखा है, एटलीस्ट 2 लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉम्पिटिटिव और इंटरनल इनएफिशिएंसी आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपने कॉम्पिटिटिव और इंटरनल इनएफिशिएंसी एटलीस्ट 2 ध्यान रख लिए कि 2 लिख देंगे। ठीक है, इनफ 2 बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्लान बना दिया। अब स्टेज 3 में क्या करोगे, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान रेडी करोगे। इमरजेंसी एक्शन प्लान करोगे, जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि भाई देखो हम क्या, आपने आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने सर्वाइवल का चांसेस भी डिटरमाइन कर लिए हैं, हमने प्लान बना दिया है कि देखो अभी इनका हमें करना पड़ेगा, एक सर्जरी होगा। ठीक है, इस डेट को होगा, पहले उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा। तो वो सब तो था कि हाँ ठीक है सर्जरी होगा, लेकिन अभी इमीडिएट एक्शन प्लान क्या है आपका, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है। अरे अभी कस्टमर सॉरी अभी पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में, तो अभी इमीडिएटली पहले उनको इमरजेंसी केयर देना स्टार्ट करो उनको। सर्जरी के लिए रेडी करो, पहले उनको सर्जरी के लिए रेडी करो, इमरजेंसी केयर कर दो। वो शॉर्ट टर्म है, इमरजेंसी केयर जो है शॉर्ट टर्म है कि हाँ अभी इमीडिएटली इनको थोड़ा रिकवरी की तरफ लेके आओ, एटलीस्ट सर्वाइवल चांसेस बढ़ाओ। बाद में 3-4 दिन बाद सर्जरी करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी कि सबसे पहले आप इमरजेंसी एक्शन प्लान रेडी करोगे। इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि पहले एटलीस्ट क्रिटिकल स्टेज में अगर बिजनेस आ चुका है तो पहले इमीडिएट एक्शन प्लान रेडी करो, ताकि बिजनेस एटलीस्ट स्टेबलाइज हो जाए थोड़ा सा। जैसे सर्जरी के रेडी करना था यहाँ से, वैसे यहाँ पे भी बिजनेस को सर्जरी के लिए रेडी करना है कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को खत्म करो। इसमें आप क्या करोगे, आपको लग रहा है कि भाई देखो हमारी जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई, हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई हैं। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ओवर स्टाफ्ड हैं, तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कट कॉस्ट करो, है ना। कॉस्ट कट करो, मार्केटिंग इमीडिएटली कम करो, एम्प्लॉयज़ को कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को मतलब ले ऑफ करो। ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है हमें एम्प्लॉइज़ का, बहुत खराब लगता है जब ऐसा होता है तो, लेकिन करती है कंपनीज़ अगर उन्हें खुद को बचाना है तो। ठीक है, जल्दी से जल्दी पॉजिटिव कैश फ्लो लेके आने की कोशिश करो। कैसे, कट करो कॉस्ट को, वर्किंग कैपिटल को हल्का सा इंप्रूव, ये सारे शॉर्ट टर्म की चीज़ें। इंप्रूव करो वर्किंग कैपिटल को। ठीक है, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर रखा है, थोड़ा कम कर लो। ठीक है, नेसेसरी फंड्स को रेस करो कि हाँ कुछ फंड्स चाहिए अगर कहीं एसेट्स वगैरह में लगाने के लिए, तो उसको रेस करो। शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, अब इसके बाद स्टेज 4 के अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे वहां पे सर्जरी था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ये है सर्जरी अभी एक तरीके से। ठीक है, क्या बिजनेस को अपने को रीस्ट्रक्चर करना है, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है अगर वो सिग्निफिकेंटली खराब हो चुका है तो उसको अपने को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मतलब उसके अंदर अगर लोन्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ लोन्स को अपने को कुछ लोन्स को अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल वगैरह आपने पढ़ा रहेगा ना। लेंडर्स को अपन बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा कम कर दो, आपको हम हल्का सा शेयर कैपिटल दे देंगे। ठीक है, नए शेयर्स इशू करोगे आप कि थोड़ी सी कैपिटल आ जाए, पैसा आ जाए, फंड्स आ जाएंगे, तो हम उससे बिजनेस को अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े लॉन्ग लॉन्ग टर्म चीजें हैं। ठीक है, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है, एक डिवीजन को निकाल के दूसरे डिवीजन का पार्ट बना दिया कि आपको लग रहा था कि अच्छा ये जो अलग ये अलग से डिवीजन है। लेट्स से टॉयज बिजनेस था, टॉयज बिजनेस था, उसके अंदर आपने 2 अलग अलग डिवीजन बना रखे थे। एक डिवीजन था आपका किड्स टॉयज, बच्चों के जो टॉयज होते हैं, एक था टीनेज टॉयज। ठीक है, टीनेज टॉयज कौन से होते हैं सर, अरे मान लो होते हैं कुछ तो होते हैं। ठीक है, टीनेज टॉयज। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई 2 अलग अलग करके सेंस नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो रहा है,
खत्म करते हैं, एक काम कर दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को एक ही डिपार्टमेंट कर देंगे। ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ये जल्दी शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म में होगी, इनमें टाइम लगेगा आपको दोनों को साथ साथ लेके आने में डिविजन्स को। आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्स एफर्ट्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी, रीस्ट्रक्चर फाइनेंसेस। आपको जाना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा लोन है, इसको हटाओ, शेयर लो इसकी जगह पे। सर रेस फंड्स तो यहाँ पे भी था, अरे वो शॉर्ट टर्म फंड्स थे, शॉर्ट टर्म फंड्स थे, वो शॉर्ट टर्म की बात हो रही थी, बड़े बड़े डिसीजन नहीं थे। रिस्ट्रक्चर फाइनेंस करने में टाइम लगता है कि लोन जाएंगे बैंक के पास जाएंगे कि भाई तुम लोन की जगह शेयर ले लो, ठीक है। पोजीशन करो कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड ग्रोथ। ज्ञानबाजी, देखो कुछ एक्स्ट्रा आपको कंक्रीट सिखाने सीखने मिल रहा है क्या इसके अंदर, ज्ञानबाजी इसके अंदर, बस ज्ञानबाजी यही है, क्या करें, कुछ कंक्रीट नहीं है, ज्ञानबाजी ही है। रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेसेस, ये आपने कर लिया, पहले शॉर्ट टर्म सॉल्व करे फिर लॉन्ग टर्म सॉल्व करे, अभी तक कुछ किया नहीं है, इतने चौड़ से इन्होंने लगाया स्टेज 5 के अंदर क्या, रिटर्निंग टू नॉर्मल, और इसमें क्या लिखते हैं, इन द फाइनल स्टेज द कंपनी शुड बिगिन शोइंग साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि भाई तुमने बहुत ही शानदार 4 स्टेप बता दिए कि 5वें स्टेप में कंपनी की भाई बहुत ही शानदार साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आना, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई हमने तुम्हें बहुत तगड़ा बता दिया है, 5वें स्टेज में देखना तुम्हारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिकवर हो चुकी होगी। भाई क्या बताया तुमने अभी तक इसमें क्या था, कौन सा कंक्रीट तुमने कुछ सिखाया यहाँ पे, ज्ञानबाजी हो रही है बस, ठीक है। एंड इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक बार रिटर्निंग टू नॉर्मल आ चुके हो, अब आपको स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, किसके ऊपर, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए, अलायंसेस फॉर्म करने के लिए, ताकि आप मार्केट शेयर को रिस्टोर कर सको। लिटरली ज्ञानबाजी है, आई कैन नॉट जस्टिफाई कि भाई इन लोगों ने ऐसा टॉपिक कैसे बनाया, बट यही है 5 चीजें, यही लिखना है आपको, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, ये भी आ सकता है, ये कैसे आप याद रखोगे, देखो इसको आप सोचो कि आप एक कंपनी के नए सीईओ अपॉइंट हुए हो, कंपनी खराब चल रही थी, आपको एक नए सीईओ की तरह लेके आएंगे, तुम कंपनी को संभालो, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम जाओगे पब्लिक के अंदर स्पीच देने के लिए, शांत बालक शांत, शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, संभाल लेंगे हम कंपनी को, संभाल लेंगे इतना कंपनी को, इतना घबराओ मत, कंपनी सही हाथों में आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे एक्सटर्नल प्रेशर्स को, जो आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि कंपनी जल्दी जल्दी सुधरो, जल्दी सुधरो, आपने बोला शांत हो जाओ, कंपनी सही हाथों में है, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स, उसके बाद आप कुछ ऐसे एक्शंस लोगे जिससे क्रेडिबिलिटी बन जाए, कुछ इमीडिएटली ऐसे 1-2 एक्शंस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इमीडिएटली। कुछ लोगों को कुछ कुछ 2-3 तो अपने वेंडर्स वगैरह को हटा दिया, ठीक है, कुछ तो आपने कोई तो एक नए प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट कर दी इमीडिएटली, कुछ इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस करने हैं आपको, इमीडिएटली कुछ करने हैं, जिससे लोगों को ट्रस्ट आए कि हाँ जो नया बंदा आया ना एकदम अच्छा है, ठीक है। मैं देखो मैं आपको टॉप पॉइंट्स याद कराना सिखा रहा हूँ, जो मैं एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ वो एक्चुअल इसका इसका हिस्सा नहीं है, टर्न अराउंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट वो पॉइंट्स को लिंक करती है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस करोगे आप, है ना, कि लोगों को ट्रस्ट बढ़े धीरे धीरे करके। उसके बाद आप क्या करोगे, आप टॉप मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस कर दोगे, आप आ चुके हो नए, आप बाकी सबको हटा दोगे, सीएफओ हो सकता है कि हाँ वो अच्छा नहीं हो, उसको हटा के नया लेके आओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर अच्छा नहीं, हटा के कुछ नया लेके आओ, तो आप टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस करोगे। आप कोई कॉस्ट रिडक्शंस करोगे अब इसके बाद, है ना, आपने ऊपर ऊपर जब चेंज कर दिया, अब बिजनेस की पीएनएल के ऊपर आप जाओगे कि कॉस्ट रिडक्शंस करते हैं किसी तरीके से, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं कहीं इसी तरीके से, ठीक है, पीएनएल भी आपने मैनेज कर लिया, रेवेन्यू कॉस्ट कम करी, रेवेन्यू जनरेट किया, और भी अपने को कैश और चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एसेट को लिक्विडेट करेंगे कैश जनरेट करने के लिए, है ना। तो 3 तरीके से कॉस्ट कम करा, रेवेन्यू जनरेट किया, एसेट को सेल किया, कैश, तो 3 तरीके से अपन कैश लेके आए। अभी क्विक पे ऑफ कहां से आ सकता है वो और आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एफर्ट दे तो जल्दी रिटर्न मिल के आ जाएगा, है ना, ठीक है। क्या आपको मालूम पड़ा कि एक पर्टिकुलर एड ऐसी है, ठीक है, जिसमें बहुत महंगा खर्चा आ जाता है एंड उसमें रिटर्न इतना कुछ आता नहीं, एक हम ऐसी ऐड चलाते हैं जो महंगी पड़ जाती है हमको एंड उसके ऊपर अपने को इतना रिटर्न नहीं मिलता, तो उसको सबसे पहले हटाओ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट बच जाएगी अपनी, क्विक पे ऑफ है, बहुत ज्यादा पैसा निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा अपना एंड ज्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला, तो क्विक पे ऑफ है उसके अंदर। देन आप बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर दोगे, आपको खुद को न्यू सीईओ की तरह इमेजिन करना है, जो आप बनोगे भी एक दिन ऑब्वियसली, ठीक है। चलो अभी इसके बाद अपन आते हैं, क्वेश्चन छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है, क्या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज रेलेवेंट ओनली टू लॉस मेकिंग बिजनेसेस, नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं लॉस मेकिंग बिजनेसेस, टर्न अराउंड तब जरूरी है जब गलत दिशा में जा रहे हो, जब गलत दिशा में जा रहे हो, सिर्फ तब जरूरी है टर्न अराउंड। गलत दिशा का मतलब थोड़ी है कि लॉस में ही है, गलत दिशा का मतलब है हम जितना परफॉर्म कर सकते थे उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो भी गलत दिशा ही है ना, सही दिशा में नहीं हो आप, ठीक है। इज रेलेवेंट व्हेन अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस डज नॉट ऑलवेज मीन लॉसेस, इट मे ऑल्सो मीन लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ,
नो फ्यूचर क्लैरिटी और इवन लेसर देन टारगेट प्रॉफिट्स। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? देखा, वही है ना। चलो अब इसके बाद ना टर्न अराउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद अच्छा हुआ, बढ़िया, कंपनी अच्छी सुधर गई तो बढ़िया है। वरना अपन क्या करेंगे, डाइवेस्टमेंट, पैसा रिलीज करेंगे उसमें से, पैसा सेल ऑफ कर देंगे उसको अपन। तो डाइवेस्टमेंट है टाइप 2, जिसका उसको अपन डाइवेस्टिचर और एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। वैसे देखो लिक्विडेशन अलग है, लेकिन आईसीआई ने टाइप 3 जो था वो पहले पुराने ओल्ड कोर्स के अंदर टाइप 3 अलग से था, लिक्विडेशन का अलग से टॉपिक था। न्यू कोर्स में आईसीआई ने लिक्विडेशन हटा दिया है, अलग से टॉपिक नहीं है। अब दो दो के बाद खत्म है, देखो सीधे नया टॉपिक आएगा उसके बाद। स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स खत्म हो चुका है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, जो 3 टाइप्स की स्ट्रेटजी थी, वो अपनी सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स के अंदर जो 3 टाइप है, सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लिक्विडेशन। लेकिन टॉपिक वाइज सेपरेट टॉपिक आईसीआई ने उसका नहीं रखा है, उसको आईसीआई ने इसी में मर्ज कर दिया डाइवेस्टमेंट के अंदर एक तरीके से। ये रहा, पहले उसका एक सेपरेट टॉपिक होता था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस, मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ। सेल कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बिजनेस, मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ, ठीक है। अगर लिक्विडेशन अलग से टॉपिक होता तो उसके अंदर ऐसे ही क्या बोलता, कंपनी बंद करो। यहां पे डाइवेस्टमेंट के अंदर क्या बोल रहा है? सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन सेल कर रहे हैं बिजनेस का, मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ, पूरा कंपनी नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। ये कब अडॉप्ट करते हैं अपन? पहला, जब टर्न अराउंड किया लेकिन हुआ ही नहीं टर्न अराउंड, ठीक है। मतलब फिक्स है आदमी, यहाँ घूम ही नहीं रहा है, कोशिश करी घूम ही नहीं रहा है, तो सही दिशा में नहीं आ पा रहा है, कोशिश करी हमने नहीं आ पा रहा है। तो आफ्टर अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। दूसरा, हालत देखिए आपने आपने टर्न अराउंड करने की कोशिश करी, आपको समझा कि सर्वाइवल का चांस ही नहीं है, तो डाइवेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्शन। आपको समझ में आ गया था? डाइवेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्शन, इज द ओनली आंसर। जब आपको पहले मालूम था कि डाइवेस्टमेंट इज द ओनली आंसर, तो टर्न अराउंड को अपन स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टर्न अराउंड में बी इग्नोर्ड व्हेन इट इज ऑब्वियस दैट डाइवेस्टमेंट इज द ओनली आंसर। ये 2 केसेस में आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये आपका मीनिंग एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। इससे करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कुछ भी फेंका है, कुछ भी फेंका है इसने, देखो अभी देखो, ठीक है। पहला तक ठीक है, ये एक ही था इनके पास, दूसरे में कुछ भी डाला है। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स डाइवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज इन अ गिवन बिजनेस ऑफ द फर्म और सेल आउट ऑफ सम ऑफ द बिजनेसेस। फाइन, फेयर। दूसरे में क्या लिखा? देख, ज्ञान लिखा है, पूरा ज्ञान क्या लिखा है? डाइवेस्टमेंट इज टू बी व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच। और बोलो अरे अरे बालक बालक बालक, इतना डर क्या रहे हो तुम्हें? इतना डरो मत डरो मत डरो मत, डाइवेस्टमेंट को इतना खराब मत सोचो। डाइवेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है, डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। यार कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर कंपनीज करती रहती है डाइवेस्टमेंट, उसके ऊपर इतना स्टिग्मा अटैच मत करोगे तो बहुत बुरी चीज है। ना 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 ना, बहुत अच्छी चीज है। बस ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये ज्ञान दे रहे हो तुम, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उस चीज को डिफाइन करता हो, उसके बारे में पता लगाने में हेल्प करता हो कि अच्छा ये होता है, वो दिख रहा है, दैट मीन्स डाइवेस्टमेंट है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ज्ञान है। तो रीजंस टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। कब आप डाइवेस्टमेंट करोगे? अब इसको कैसे याद रखोगे? सपोज करो आपने एक कंपनी अक्वायर करी, ठीक है। अगेन नॉट एक्चुअल, इसका इसका लॉजिक नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स को रिकॉल करने में, आपको जोड़ने में हेल्प करेगा। क्या? सपोज करो आप एक कंपनी, आपने एक कंपनी अक्वायर करी, ठीक है, बट वो कंपनी ही मिसमैच निकली। वो आपके साथ जम ही नहीं रही, आपने कंपनी अक्वायर करी, दोनों दोनों कंपनी जम ही नहीं रही। होता है, सबसे बड़ा 70% ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में कंपनी जम ही नहीं पाती, कल्चर ही अलग अलग है दोनों का, नहीं जम पाती। तो वो फेल हो जाता है एक्विजिशन, उससे फेल्ड एक्विजिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सपोज को आपने एक्विजिशन करा एंड वो फेल्ड एक्विजिशन था, तो अब आप क्या करोगे? जो जो चीजें होगी वही आपके यहाँ पे 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है? आपने एक बिजनेस को अक्वायर किया जो मिसमैच प्रूव हुआ एंड दस इट कैनॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी, तो आप क्या करोगे? डाइवेस्टमेंट कर दोगे। एक्विजिशन किया लेकिन मिसमैच हो गया, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, तो उसको अपन बेच देंगे। ये एक रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, देखो यहां पे एक एक पॉइंट जो होगा वो खुद में एक रीजन है, ठीक है, लेकिन अपन इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में। कैसे? जैसे अपन ने बोला कि हमने कंपनी एक्वायर करी, वो मिसमैच निकली, फिर हमने क्या करा? क्यों मिसमैच निकली? क्योंकि कंपटीशन ही बहुत सीवियर है एंड हम उससे कोप अप ही नहीं कर पा रहे। वो जिस बिजनेस में है उसमें बहुत कंपटीशन सीवियर है, हम संभाल ही नहीं पा रहे इतना कंपटीशन, उसको अक्वायर करके हमारे बस का नहीं है वो।
ठीक है, फिर हमने क्या सोचा, हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर सके खुद को, है ना, उस बिजनेस के अंदर खुद को अपग्रेड कर सके, नहीं है पॉसिबल हमारे लिए। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे को परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस आ रहे हैं, एंड हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बन रही है उस कंपनी की वजह से, है ना। इसलिए, और आपने सोचा इसको हटा, इसकी जगह पे हमारे पास एक बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्यों ना हम इसको सेल करके दूसरा ले लें। तो मैंने क्या किया, पांचों पॉइंटों को एक स्टोरी में लिंक कर दिया, है ना, जबकि पांचों पॉइंट अपने आप में एक रीजन है डाइवेस्टमेंट करने का। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, अक्वायर करा, मिसमैच निकला, ये खुद में एक रीजन है कि आपने डाइवेस्टमेंट कर दिया। फिर मैंने दूसरा क्या बोला, क्यों मिसमैच निकला, क्योंकि कंपटीशन को अपन हैंडल नहीं कर पा रहे, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, ये खुद में एक एक्सक्लूसिव रीजन हो सकता है कि आप इस बिजनेस को डाइवेस्ट कर दो। ये इससे कनेक्टेड नहीं है, मैंने कनेक्ट किया था स्टोरी के बनाने के लिए, ये सब एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, सब आपस में अलग अलग रीजन है। ठीक है, प्लीज डोंट टेक देम कि पूरी स्टोरी है, वो तो मैंने कनेक्ट याद कराने के लिए बनाई। ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना अपने बिजनेस के अंदर, तो आप उस बिजनेस को सर्वाइव कर नहीं पाओगे, तो इसलिए आप उसको डाइवेस्ट कर लो। ये खुद में एक रीजन है, नॉट कनेक्टेड विद द प्रीवियस टू। ठीक है, चौथा क्या, आपके परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस हो रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो और पूरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो बिजनेस, तो इतना लॉस कर रहा है, जो प्रॉफिटेबल है उनका पैसा भी वेस्ट हो जा रहा है, तो खत्म करो इस बिजनेस को। ठीक है, ये खुद में एक अलग रीजन है। पांचवा क्या है कि बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल हो जब अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो पुराने वाले को खत्म कर दो, हटा दो, तो वो आपका हो जाएगा रीजन। 5 पॉइंट अभी खत्म हो गए। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट ऐसे स्टडी मेट में लिखे हुए हैं, एक छठा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है मैंने, उसका नाम क्या, जो अपन पहले पढ़े थे, टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, तब आप कर सकते हो डाइवेस्टमेंट, तो ये छठा पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इज मेजर रीजंस टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आईसीआई ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ठीक है, आईसीआई ने क्या लिखा है, एक ऐसा टॉपिक डाल दिया, मेजर रीजंस फॉर रिटरेंचमेंट स्ट्रेटजी। व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर रिटरेंचमेंट स्ट्रेटजी, रिटरेंचमेंट के अंदर अपन सब पढ़ रहे थे ना, उसका एक मेजर रीजंस डाल दिया एक टॉपिक, जबकि इसने जो टॉपिक्स पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे डाइवेस्टमेंट के रीजंस लिखे हैं इन्होंने, और नाम लिख दिया रिटरेंचमेंट के रीजंस। तो दिस इज कतई वाहियात, है ना, बहुत ही गलत लॉजिक है। तो मैंने नीचे नोट भी डाल दिया है, एंड इसका जो आंसर है ना रिटरेंचमेंट स्ट्रेटजी के मेजर रीजंस का, उसके अंदर जो 6 पॉइंट है वो यही वाले हैं जो डाइवेस्टमेंट के हैं, डिट्टो कॉपी वेस्ट करें उसके अंदर, रिटरेंचमेंट के अंदर डाइवेस्टमेंट के ही पॉइंट्स है 6, एंड जो 2 नए डाल दिए उसके अंदर वो भी डाइवेस्टमेंट के रिलेटेड। तो बेसिकली 8 के 8 पॉइंट रिटरेंचमेंट में जो उन्होंने डाले वो डाइवेस्टमेंट के पॉइंट है, और लिख दिया मेजर रीजन फॉर रिटरेंचमेंट स्ट्रेटजी। अब है तो लाइकलीहुड तो कम है कि एग्जाम में ऐसा आएगा, लेकिन सेफ साइड में मैंने लिख दिया है, टॉपिक डाल दिया है, एंड नीचे इंपॉर्टेंट नोट भी डाल दिया है। ठीक है, कि इसके आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख के चल जाओ। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेना, डाइवेस्टमेंट के रिलेटेड ही है, लेकिन ऐसे ने रिटरेंचमेंट में डाल दिया है, डाल रखा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ है। टॉपिक 1 क्या था, मेजर खत्म हो चुका है, अपना था एक तो ये ब्रॉड स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना स्ट्रेटजिक एग्जिट कंप्लीट हो गया, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। ठीक है, अब अपना आगे है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, ये तीसरा है, एंड ये मजा आने वाला है आपको स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस के अंदर, बहुत प्यारा है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे बहुत अच्छे अच्छे, जो आप कंसल्टिंग में भी अप्लाई करोगे रियल लाइफ में जाके, है ना। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस का मतलब क्या है, देखो, जो कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, उनको ऑप्शंस, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस लगाने पड़ते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने आपको, जैसे आपको पता है जोमेटो की जो कंपनी उसका नाम क्या है, इटर्नल, इटर्नल लिमिटेड। उसकी कितने मेन बिजनेस है आपको पता है, एक उसका जोमेटो है, फूड डिलीवरी वाला, है ना, एक उसका ब्लिंकिट हो गया, एक अभी उन्होंने नया लिया डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर मूवी टिकट वगैरह बुक करवाते हैं, एक उनका हाइपर प्योर है। हाइपर प्योर में क्या करते हैं ये लोग, मैंने रेस्टोरेंट्स वगैरह को ग्रोसरी सेल करते हैं, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश वाली। तो इनके 4 बिजनेस है। अभी ऊपर बैठा है इटर्नल, उसको डिसाइड करना है कि किसके अंदर कितना ग्रोथ पोटेंशियल है ना, किसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करें, और किसमें कम पैसा इन्वेस्ट करें, किसमें ज़्यादा करें किसमें कम करें, वो डिसीजन वो कैसे लेगी, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। ठीक है, कि इनमें से कौन सा चूज करें, किसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें किसमें कम करें, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ, तो वही लिखा हुआ है, इट हेल्प्स यू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस
जो अलग-अलग हैं, उनके लिए आपको एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? इन द केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिज़नेस फर्म्स, या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या तो मल्टीपल बिज़नेसेस हैं। इसको अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं। जब एक कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल बिज़नेसेस हैं, तो उसे अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको अपन पोर्टफोलियो अप्रोच भी बोलेंगे, है ना? इसमें एक-एक के लिए राइट स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है आपको, उसे अपन स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस बोलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इससे आपको हेल्प क्या होती है, मेन एडवांटेज क्या है, इससे आपको मालूम पड़ता है कि कहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है। में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा ग्रोथ का, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। रिसोर्सेज़ को सही जगह पे डायरेक्ट करने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है? तो दिस हेल्प्स यू, रिसोर्सेज़ को शुड बी चैनलाइज्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल टू दोज़ बिज़नेसेस दैट पॉसेस द ग्रेटेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल। तो ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, जिसमें कम, उसमें कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। वैसा रिसोर्स को सही जगह पे डायरेक्ट चैनल करना है अपने को, ठीक है? यहाँ पे अपन 4 पोर्टफोलियो मॉडल पढ़ने वाले हैं। 4 उसमें से 2 तो बहुत प्यारे हैं, ठीक है? बाकी 2 थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बट कवर करने पड़ेंगे, ठीक है? एक था अपना जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, अनसॉफ्ट का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले ही करा दिया। उससे ही अपना इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन लिंक होके आया था, ठीक है? देन दूसरा है एडीएल मैट्रिक्स, तीसरा है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स सबसे प्यारा, और बीसीजी वो कंपनी है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को 1.5 लाख का स्टाइपेंड देती है, उसी का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है ये, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों में से, बीसीजी वाला। एंड ये भी अच्छा है, हैंड्स ऑफ। मैं फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चांसेस इनके ज़्यादा कि तुम्हारे टाइम में इनमें से ही आएगा। हो सकता है कि बाकी के 2 आ जाएँ, ठीक है? तो अनसॉफ वाला तो अपन ने कवर कर ही लिया। अनसॉफ को अपन फिर से नहीं कवर कर रहे हैं, अपन ने पढ़ लिया था ऑलरेडी अनसॉफ ना, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता दूँ, जब अनसॉफ ने मैट्रिक्स बनाया था ना, तो अनसॉफ ने सिर्फ़ ये 4 चीज़ें बताई थी। इसने इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड नहीं किया था। वो आईएसआई ने किया है, अनसॉफ ने नहीं किया था, ठीक है? प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दिस। तो अनसॉफ के हिसाब से मार्केट पेनिट्रेशन करने के अंदर, ठीक है? मार्केट पेनिट्रेशन इज़ मार्केट पेनिट्रेशन, वो उसका इंटरनल एक्सटर्नल नहीं मानता है। जब वो बोल रहा है मार्केट डेवलप करना, किसी नए ज्योग्राफी में जाना, तो अनसॉफ के हिसाब से वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत गहराई में बता रहा हूं मैं ये, ठीक है? आईसीआई ने नहीं माना है, आईसीआई ने मार्केट डेवलपमेंट को इंटरनल का ही पार्ट रखा था, इंटरनल के अंदर इंटेंसिफिकेशन के अंदर मार्केट डेवलपमेंट था। लेकिन अनसॉफ ने ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। अनसॉफ के हिसाब से इसके अंदर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब आपने मार्केट डेवलप करना है, या तो आप खुद से करो, या उस बिजनेस के अंदर नई ज्योग्राफी के अंदर किसी किसी कंपनी को परचेज कर लो, अक्वायर कर लो, कर सकते हो आप। सेम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी आप इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो, है ना? खुद से ही नया प्रोडक्ट निकाल दिए, या जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर, जैसे कूलिंग क्रिस्टल्स वाला था, पतंजलि ने खुद से कूलिंग क्रिस्टल्स वाला टूथपेस्ट बना दिया, या कोई कंपनी बना रही है उसको अक्वायर कर लिया, कर सकती है ना? तो इंटरनल एक्सटर्नल सबके अंदर हो सकता है इसके हिसाब से। तो एनसॉफ ने सही रखा था। ऐसे वो खुन्नस थी कि पता नहीं उसने क्या चुलती कि हम उल्टा करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल को ऊपर रख देंगे हम, उसके बाद नीचे सारा बनेंगे। इस अनसॉफ भाई तो बहुत अच्छा है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अनसॉफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर होना जरूरी है कि इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल इसके अंदर है, ना कि इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर ये। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर इसने लिखा भी है, रिक्वायर स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग, या तो खुद से करो या अक्वायर करो। तो इसके अंदर हर एक के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, विच इज लॉजिकल ऑल्सो, ठीक है? अब आते हैं अपन बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर। बहुत ही प्यारा इसका, आप देखो ना कितना प्यारा बनाया, देखो स्टार्स, काउस, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क, भाई क्या मस्त मस्त डॉग्स, है ना? बीसीजी ने क्या बोला भाई, देखो बोला, देखो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स है, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, ठीक है? इसमें क्या करता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके हो गए, या फिर एसबीयूज, बिजनेस और प्रोडक्ट्स दोनों को अपन पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। जैसे एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, डव हो गया, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, उसके सोप्स इतने सारे हैं, उसके जो उसका डिटर्जेंट्स आते हैं वो भी इतने सारे ब्रांड्स उसी के पास हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं उसी के पास। तो उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है? किसी कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेस का पोर्टफोलियो हो सकता है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप के पास इतने सारे बिजनेस है, रिटेल, फैशन है, स्टील है, सीमेंट है, पेंट्स है। तो बिजनेस का पोर्टफोलियो भी हो सकता है, उसे अपन एसबीओ बोलेंगे। प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो भी हो सकता है, दोनों के अंदर आपको हेल्प करेगा। ये क्या करता है, सारे बिजनेसेस को क्लासिफाई करता है अलग अलग कैटेगरीज में, एंड क्लासिफाई करने के लिए अगेन एक 2x2 का मैट्रिक्स यूज करता है, ठीक है? 2x2 का मैट्रिक्स यूज कर सकता है। उसके अंदर एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या बोलता है
कि आप लोग पहले वाई की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। वाई पे आप बात करो कि जो आपका मार्केट है वो मार्केट कितनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है, क्या वो हाई ग्रो कर रहा है या वो लो ग्रो कर रहा है मार्केट, ठीक है, मतलब जिस मार्केट का पार्ट हो वो कितने किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन एक्स एक्सिस पे बोला कि उस मार्केट के अंदर जो आपका मार्केट शेयर है, जो आपका मार्केट शेयर है वो कितना है, क्या आपका मार्केट शेयर हाई है कि लो है। तो मार्केट की ग्रोथ रेट कितनी है उससे मालूम पड़ता है मार्केट अच्छा है कि नहीं है। अगर मार्केट में बहुत तेज ग्रोथ है, जैसे क्विक कॉमर्स ना, ब्लिंकिट, जोमेटो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, क्विक कॉमर्स है राइट, इनमें बहुत तगड़ी ग्रोथ चल रही है अभी, है ना, बहुत तगड़ी ग्रोथ है मार्केट के अंदर, इसकी ओर बहुत डिमांड है इसकी, तो मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है ना, रोज बहुत बहुत रफ्तार से ग्रो कर रहा है ये क्विक कॉमर्स, राइट। अब उसके अंदर जिस कंपनी की अपन बात कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर कितना है ना, उसका मार्केट शेयर कितना है वो यहां पे आएगा। हाई है कि आपका मार्केट शेयर उस बिजनेस के अंदर हाई है कि लो है, वो रिलेटिव मार्केट शेयर में आएगा। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, जोमेटो बोलेगा हाँ मेरा तो बहुत हाई है, स्विगी बोलेगा मेरा भी बहुत हाई है। फिर छोटे मोटे और प्लेयर्स हैं, जैसे मुंबई में एक थ्राइव करके आया नया, तो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जो लोकल लोकल लेवल पे देते हैं, जैसे थ्राइव करके आया था उसका बहुत कम होगा मार्केट शेयर, है ना। अभी एक और लॉन्च हुआ था, अभी एक चौथा भी फूड डिलीवरी लॉन्च हुआ था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक आया था चौथा, एक और आया था अभी, कोशिश करी थी, टॉइंग करके कुछ आया था ना, टॉइंग, शायद पता नहीं, एक आया था, ठीक है। तो उसका भी बोलेगा मेरा भी बहुत कम शेयर, कम है मार्केट शेयर, राइट। तो एक तरफ आपका आएगा मार्केट ग्रोथ रेट, ये बताता है मार्केट कितना अट्रैक्टिव है, एक तरफ आपका मार्केट शेयर कितने बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसने बोला है कि आप बिजनेस को क्लासिफाई करोगे टू डायमेंशनल ग्रोथ मैट्रिक्स की, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें वर्टिकल एक्सिस क्या दिखाता है, मार्केट ग्रोथ रेट, ये क्या है, ये मार्केट कितना अट्रैक्टिव है वो दिखाता है, ज्यादा ग्रोथ रेट तो मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या दिखाता है कि आपका उसमें मार्केट शेयर कितना, आप खुद कितना उस बिजनेस के अंदर ओन करते हो, ये आपको दिखाता है कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, ठीक है। ऐसा करके आपके चार कैटेगरी बन जाएगी, है ना, चार कैटेगरी बन जाएगी ना, ऑब्वियसली 2 by 2 से चार बन जाएगी ना, एक ये, एक दो, तीन, चार, है ना। तो उनका ही नाम इसने रख दिया क्या, अलग अलग, एक का स्टार, एक का क्वेश्चन मार्क, एक का कैश का, एक का डॉग, है ना। चलो, तो ये इससे आपकी क्लासिफिकेशन आ गया डिफरेंट टाइप्स में। अब एक एक का क्लास, एक एक को पढ़ेंगे कि स्टार क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली कंपनी को क्या बोला गया है, कंपनी को बोला गया है कि तुम्हारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको तुम ऐसे तरीके से प्लॉट करो, ठीक है, कि तुम्हारा कौन सा बिजनेस स्टार है, तुम्हारा कौन सा बिजनेस क्वेश्चन मार्क है, कौन सा बिजनेस कैश का है, कौन सा बिजनेस डॉग्स है। अब कैश स्टार के बारे में क्या खासियत है समझो, देखो स्टार के अंदर, स्टार वो बिजनेस है, वो बिजनेस है जिसका खुद का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, वो बिजनेस है जिसके अंदर मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, एंड कंपनी के पास भी जो बिजनेस है उसके अंदर उसका मार्केट शेयर हाई है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपना ब्लिंकिट, ठीक है, ब्लिंकिट किस में है, मैंने आपको क्या बोला, जोमेटो के चार बिजनेसेस है ना, अपन उनकी बात करते हैं, ठीक है। इटर्नल, इटर्नल के चार बिजनेसेस थे, कौन से थे, अपन ने बात करा था जोमेटो, अपन ने बात करा था ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, और भी है उनके, लेकिन मैं मेन जो आप अपने को सबको जनरल यूजुअल लोगों को पता होते हैं उनमें चार है, हाइपर प्योर, ये चार हो गए, ठीक है। अब जैसे ब्लिंकिट है इसमें से, ब्लिंकिट किस में, क्विक कॉमर्स में, अब क्विक कॉमर्स की ग्रोथ बहुत तगड़ी है ना, और जोमेटो बोलेगा हमारा जो बिजनेस है ब्लिंकिट, उसकी भी मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है, तो ये क्या हो गया आपका, स्टार हो गया, है ना। इटर्नल के लिए जोमे ब्लिंकिट क्या हो गया, स्टार हो गया, भाई अपना स्टार है ना ब्लिंकिट, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या रखा है इन्होंने, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क के अंदर इन्होंने क्या रखा कि जिसका मार्केट का ग्रोथ रेट तो हाई है, मार्केट का ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन हमारा जो शेयर है वो लो है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मतलब कौन सा बिजनेस हो सकता है इसमें से ऐसा जिसमें मार्केट का ग्रोथ रेट हाई है लेकिन इनका खुद का शेयर बहुत लो है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं लोग, मूवी वगैरह की टिकट वगैरह की जो बुकिंग वगैरह करते हैं, वैसे फूड डिलीवरी भी उनका, फूड फूड डाइनिंग भी उसमें शिफ्ट कर दिया उन्होंने, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने टिकटिंग प्लेटफॉर्म था कि मूवीज की टिकट्स हो गई, इवेंट्स वगैरह की टिकट हो गई वगैरह वगैरह, तो उसकी ग्रोथ रेट तो हाई है इंडस्ट्री की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का मार्केट शेयर उसमें कम है, क्योंकि वहां पे सबसे मेन प्लेयर कौन है, बुक माई शो, वो मेजर रख के बैठा हुआ बुक माई शो, डिस्ट्रिक्ट के पास उतना नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो गया,
डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो बेसिकली जिस बिजनेस की बात हो रही है ना, उस बिजनेस का मार्केट शेयर कितना है, उस बिजनेस का ग्रोथ रेट कितना है, उसकी बात हो रही है, कंपनी का टोटल नहीं। जैसे अपन ने ब्लिंकिट की बात की तो अपन ने क्विक कॉमर्स के मार्केट की बात करी, डिस्ट्रिक्ट की बात करी तो अपन ने टिकटिंग की मार्केट ग्रोथ रेट की बात करी, ठीक है। कैश काउस ये कौन सा है, जिसके अंदर आपका मार्केट शेयर तो बहुत हाई है, लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट लो हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर अपन किसको रखेंगे, इनमें से बताओ, बताओ। हो जाएगा आपका जोमेटो, ठीक है, जोमेटो। मतलब रिलेटिव बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जोमेटो मतलब जोमेटो क्या है, फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हो चुकी है, मतलब नॉट इन द सेंस कि बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, कम हुई है, ठीक है। इतना सेंस तभी नहीं कि बहुत बुरी कम हो चुकी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो कम हो ही चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। लेकिन उनका खुद का मार्केट शेयर बहुत हाई है, तो जोमेटो कैश का हो गया, ठीक है। डॉक्स ये कौन से बिजनेस हो गए कि मार्केट खुद भी ग्रो कर रहा है कम, एंड आपका भी खुद का मार्केट शेयर बहुत कम है, मतलब मार्केट भी ग्रो नहीं कर रहा है एंड आपका भी मार्केट शेयर बहुत कम है, उसे अपन डॉग बोलेंगे। बताओ इतने गंदे वैसे को उन्होंने डॉग क्यों बोला, जिस बनाने वाले को कुत्ते से नफरत थी काटा देखा उसको कभी कुत्ते ने, ठीक है, तो इसलिए उसने इसका नाम डॉग्स रख दिया। क्यों रखा, क्यों रखा, चलो ठीक है। तो जहां पे ग्रोथ रेट भी कम है मार्केट की, एंड आपका खुद का शेयर भी कम है, वो डॉग्स है। आप समझ ही गए हो, मार्केट भी ग्रो नहीं कर रहा है, तुम भी उसमें कुछ खास उखाड़ नहीं रहे हो, इस बिजनेस का अपन क्या करेंगे, खुद बताओ तुम मुझे क्या करोगे, क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या, बाकी तीन में अपन बात करेंगे क्या करना है उनका, इसका तुम्हें बताने की जरूरत है क्या, क्या करोगे, खत्म करो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, डाइवेस्टमेंट कर दो। भाई ना तो मार्केट ग्रो कर रहा है, ना तो तुम्हारे पास उसके अंदर शेयर है, क्यों बैठे हो तुम उसके अंदर, खत्म करो यार, बंद करो, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो इसका तो मेन स्ट्रैटेजी क्या होगा, डाइवेस्ट करो, खत्म करो। अब अपन इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और इन तीनों पे क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्स, ठीक है, देखो स्टार बना हुआ भी है यहाँ पे, है ना तो स्टार्स, इसके पहले क्या, इसके बारे में तो पहले तो लिखोगे स्टार होते क्या है, स्टार क्या होते हैं, ये वो एसबीओ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हाई ग्रोथ रेट होती है, हाई ग्रोथ रेट होती है मार्केट की, इनका हाई मार्केट शेयर भी होता है अपने पास, ठीक है। वही थे, हाई हाई थे दोनों, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत हाई है मार्केट की, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है अपने को। ब्लिंकिट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है जोमेटो से, इंटरनल से। क्यों, हर महीने कहीं ना कहीं नया स्टोर खोलना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है ना। तो ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हैवी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट है, दे रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस रैपिड ग्रोथ। अब ग्रोथ भी आपको बहुत बहुत, आपके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं, मैं अगर मैं पीछे हटा तो मेरा मार्केट शेयर कोई और ले जाएगा, तो मेरे को तो इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो दे आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन, इनको तो एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। तो इनके लिए अपनी स्टेबिलिटी सूटेबल स्ट्रेटजी क्या होगी, इनको बिल्ड करो, इनको और बिल्ड करो, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बिल्ड करो इनको और, ठीक है। ये रही स्टार के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, कि इनके अंदर बिल्ड करो और इनको और अच्छा लेके जाओ मार्केट को, ठीक है। सेकंड अपना क्या है, कैश काउस। देखो यहाँ पे भी काउ बनी हुई है, यहाँ पे कैश बन जाता ना ऐसे मस्त सा तो और बढ़िया हो जाता कैश काउ, ठीक है। तो ये कैश काउ के रिगार्डिंग क्या है, कैश काउ देखो उसका फायदा क्या है, देखो मार्केट की ग्रोथ रेट लो हो चुकी है ना, मार्केट ग्रोथ रेट लो हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन आपके पास बहुत हाई मार्केट शेयर है, तो आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो। इसको कैश का नाम क्यों दिया पता है, क्योंकि इससे आप कैश मिल्क कर सकते हो। मिल्क का फायदा पता है ना, बोलते हैं ना मिल्किंग, किसी चीज का बहुत ज्यादा ओवर फायदा उठाना, दैट इज मिल्किंग, राइट। तो ये आपका कैश काउ है, इससे आप कैश मिल्क कर सकते हो। ये इतना स्ट्रांग बिजनेस हो चुका है, आपका बहुत हाई मार्केट शेयर है, तो आपको कंटिन्यूसली अर्न करके देगा, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हो चुकी है, ज्यादा कॉम्पिटिशन भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो ये आपको हमेशा पैसा जनरेट करके देगा, तो इससे आप कैश जनरेट करते जाओ एंड वो दूसरों में इन्वेस्ट करते जाओ। ये कैश का है आपका, इसको यूज करके दूसरों के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, ठीक है, वो चीज। तो कैश काउ के बारे में क्या बोला गया है, कि इनकी लो ग्रोथ है बट मार्केट शेयर हाई है। ये मिटा दूं मैं, चलो ठीक है। दीस आर एस्टेब्लिशिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस विद जनरेट हाई कैश, ये हाई कैश जनरेट करते हैं, बट इनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लो है। क्यों, क्योंकि हाई ग्रोथ रेट, क्योंकि इनका लो ग्रोथ रेट है ना, कहाँ इतने इनवेस्ट करोगे,
कम ग्रोथ रेट, जितनी करनी थी आपने कर ली, ज़्यादा नहीं बचा अभी, तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। ज़ोमैटो जितना फूड बिज़नेस में जाना था चल गया ना यार, और कितना करेगा, ठीक है अपॉर्चुनिटी है लेकिन लिमिटेड है, इतना नहीं है उनका कैश रिक्वायरमेंट जितना वो खुद जनरेट कर रहे हैं। कैश ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं ये लोग, और रिक्वायरमेंट की खुद की कम है, वैसा बात समझ लो। वैसे मैं प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ोमैटो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करके दे ही रहा होगा, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चलो, दे जनरेट हाई कैश बट हैव लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। इनको करके क्या कर सकते हैं अपन, सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे बिजनेसेस को, ठीक है। आगे बोला है कि स्टार्स जो हैं वो फ्यूचर में कैश काउ बन जाते हैं जब उनकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, सपोज करो ब्लिंकिट 10 साल बाद क्या बन जाएगा, जितनी सिटीज में जाना था पहुंच गया, जहां जहां स्टोर ओपन करने थे ओपन कर लिया, अब उसमें इतनी ग्रोथ नहीं बची है, पोटेंशियल ही नहीं है, जितना मार्केट में जाना था चल गया, अब नहीं है उतनी ग्रोथ, तो वो कैश काउ बन जाएगा, क्योंकि मार्केट शेयर तो हाई होगा इनके पास, लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट लो होगी इनकी, तो वो कैश काउ बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ स्टार्स बिकम कैश काउस व्हेन द ग्रोथ रेट स्लोस, ठीक है, सिंपल बात, स्टार्स भी कैश काउ बन सकते हैं, वो बात हो रही है, ठीक है। इनके लिए सूटेबल स्ट्रेटेजी क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका समझ गए ना आप कि यहां से तो इनसे अपने को क्या करना है, कैश निकालना है, उसको अपन बोलते हैं हार्वेस्ट, कि इनमें से आपको कैश हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट यानी जैसे फार्मिंग के अंदर हार्वेस्ट करते हैं ना, इनसे आपको कैश हार्वेस्ट करना है एंड होल्ड करना है, मतलब इनमें जितना आपका शेयर है उसको होल्ड करो, मेंटेन करो, उसको खोने मत देना। तो कैश भी हार्वेस्ट करना है एंड शेयर को होल्ड भी करना है। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत लगेगा भी, क्योंकि आपको शेयर होल्ड करना है, साथ में कैश भी इनका निकालते रहो, फायदा उठाते रहो। देन क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स को नाम प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स भी दिया है। मैं बोल रहा हूँ उस आदमी को जिसने बनाया ना, उसको जानवर पसंद नहीं थे, ठीक है। ये गंदा बिजनेस को इन्होंने वाइल्ड कैट्स बोल दिया, इसको डॉग बोल दिया, वाइल्ड डॉग भी नहीं, डॉग सीधा उसको तो फिर भी वाइल्ड कैट्स बोला है, तो सीधा डॉग्स बोला है, ठीक है। चलो, तो इसको बोला है प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स, क्वेश्चन मार्क्स को। क्यों है ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन वाइल्ड कैट्स, क्योंकि इनका पता ही नहीं क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, किस रास्ते में जाएंगे, अपने को कुछ नहीं पता। वाइल्ड कैट्स, बिल्लियां कितनी मतलब कैट लवर्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता ना बिल्ली कितनी एजाइल होती है, कहाँ से कहाँ जम मारेगी, कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलता। तो वैसा ही इनका भी है, ये किस रास्ते में जाएंगे किसी को नहीं पता, इनकी इनकी तकदीर क्या है किसी को नहीं पता, मतलब पता है बट इन द सेंस समझ लो, ठीक है। ये वो है इनके हाई ग्रोथ रेट है बट लो मार्केट शेयर है, ठीक है। अब इनके अंदर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ रेट हाई है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये खुद बहुत कम कैश जनरेट करते हैं, तो दूसरे बिजनेस में से पैसा लेके आके आपको इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, इनको फंड करने के लिए। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये कैश ट्रैप बन सकते हैं, कि कैश इनमें आप डाले जा रहे हो, कुछ हो तो रहा नहीं है, आपका मार्केट शेयर तो इंप्रूव हो ही नहीं रहा है, कैश इन्वेस्ट करे जा रहे हो लेकिन आपका मार्केट शेयर इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, क्या फायदा। कैश ट्रैप बन सकते हैं, बट अगर इन पर ध्यान दिया अच्छे से तो ये स्टार भी बन सकते हैं। अगर आपने मार्केट शेयर हाई अचीव कर लिया तो स्टार बन जाएगा, है ना। एंड स्टार बनने के बाद में कैश का भी बन सकता है, जब इसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी तो, है ना, पहले यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जब इसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी तो। ये बोला गया है बेसिकली इसके बारे में। तो ये कैश ट्रैप भी बन सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो, अगर ध्यान दिया तो स्टार बन के फिर कैश का भी बन सकता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई, अगर ध्यान दे सकते हो तो बिल्ड करो इसको, तो बिल्ड करके इसका इसका ग्रोथ रेट, इसका मार्केट शेयर हाई करो, या फिर होल्ड कर लो कि जितना है उतना ही मेंटेन कर लेते हैं, या फिर खत्म करो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अप्लीकेबल हैं, सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, केस टू केस बेसिस वेरी करता है। डॉग्स, देखो यहाँ पे डॉग्स भी है ना। डॉग्स के बारे में क्या बोला है, देखो ये तो देखो एकदम लो ग्रोथ है, लो मार्केट शेयर है, ये लोग सर्वाइव करने जितना कैश अर्न कर लेते हैं, मतलब दे मे जनरेट इनफ कैश फॉर देयर सर्वाइवल, खुद के जितना सर्वाइव करने के लिए कैश जनरेट कर सकते हैं, बट साथ में उनको इन्वेस्टमेंट भी जरूरत पड़ सकते कभी कभी, ठीक है। अब इनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा नहीं है, तो इनको मिनिमाइज कर देना चाहिए डाइवेस्टमेंट करके, लिक्विडेशन करके। तो इसकी सुटेबल स्ट्रेटजी क्या है, डाइवेस्ट। समझ गया आपको, क्या प्यारा था, देखो मतलब देख रहे हो ऐसा क्रिएटिव चीजें कहाँ होती हैं। तो अब इन्होंने बोला कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा बिजनेस कहाँ पे फॉल करता है, उसकी सूटेबल स्ट्रेटजी क्या होगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिंक करके बढ़ा दिया। आईसीआई ने वैसा वैसा नहीं लिख रखा, आईसीआई ने क्या किया, पहले कैटेगरीज बताई, उसके बाद पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी बताई, इन दोनों को लिंक भी नहीं किया कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी, नहीं, मैंने लिंक भी कर दिया और ऊपर ही एक साथ ही डाल दिया ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब ये अलग से टॉपिक आ सकता है, व्हाट आर द पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर बीसीजी मैट्रिक्स। तो जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रेटजीज बताई ना, कौन सी, एक तो बिल्ड थी, एक यहाँ पे हार्वेस्ट थी, एक होल्ड थी,
और एक डाइवेस्ट थी। ये 4 ही स्ट्रैटेजीज हैं जो यहाँ पे मेंशन है पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी में। क्या? बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। आई होप आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं डॉग्स बोल रहा हूँ और नीचे कुत्ते भौंक भी रहे हैं। अब आई होप आपको आवाज़ नहीं आ रही हो, ठीक है? आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है? हाँ, चलो। तो बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, ये 4 स्ट्रैटेजी। बिल्ड का मतलब क्या है कि इनके अंदर इन्वेस्ट करके इनके अंदर ग्रो करना है अपने को, ठीक है? तो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। बिल्ड करो और बिल्ड करो, मार्केट शेयर को बढ़ाओ अपने। जैसे यहाँ पे है स्टार्स के अंदर अपन ने बिल्ड बोला था ना, इनको और बिल्ड करो, इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट शेयर को और बढ़ाते जाओ। हाई है और बढ़ाओ। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है? मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। भले से शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को फॉरगो करना पड़े, छोड़ना पड़े, छोड़ दो, बस मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ाना है आपको। ये एआई कंपनीज कर रही हैं अभी ना, है ना? एआई कंपनीज कर रही है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, छोड़ो, जल्दी जल्दी नए नए कस्टमर्स लेके आओ, नए नए लोगों को अपने ऐप पे लेके आओ। भले से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को छोड़ना पड़े, लेकिन मार्केट शेयर बढ़ाना है अपने को। छोड़ नहीं सकते, रेस से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मार्केट शेयर थोड़ा तो रेस से हट जाएंगे। और अगर रेस में बने रहे तो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का ऑप्शन रहेगा बेसिकली, वो बात है। बिल्ड ये हो गया। होल्ड के अंदर का मतलब क्या है? जो मार्केट शेयर बना लिए हो उसको प्रिजर्व करो भी, इधर उधर का कुछ नहीं, प्रिजर्व करो उसको, है ना? होल्ड। देन हार्वेस्ट है कि यहां से शॉर्ट टर्म कैश लेके आना है अपने को, यहां से कैश जनरेट करना है, कैश लेके कहीं और डालना है, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, यहां से कैश जनरेट करना है। ये किनके लिए? कैश फ्लोस के लिए, कैश काउ के लिए जनरली। यहां से आप कैश लेके आओ, हार्वेस्ट करो कैश, है ना? क्योंकि वो दूसरे बिजनेस में काम आएगा, ठीक है? देन लास्ट में क्या? डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का मतलब क्या? सेल कर दो, लिक्विडेट कर दो बिजनेस को, क्योंकि यही पैसा कहीं और बेटर यूज हो सकता है ना? अब बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में बोला है क्या, ये क्या हेल्पफुल है, एंड उसके प्रॉब्लम लिमिटेशन बताने हैं बेसिकली। अगर क्वेश्चन है क्या इज बीसीजी मैट्रिक्स हेल्पफुल, तो उसमें आप क्या बताओगे? हाँ हेल्पफुल तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस है। अगर डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन, तो बीसीजी मैट्रिक्स बताओ, तो आप ये चार्ट लिखोगे, ठीक है? क्या है? देखो बीसीजी मैट्रिक्स से अगर आपको प्रॉब्लम जाननी हो तो किनसे पूछोगे? जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। कौन करने वाला है? सीएफओ पैसा लेके आएगा, सीएफओ से बात करो, ठीक है? मल्टीपल कंपनीज के सीएफओ से बात करो कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टॉक टू सीएफओस। तो आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे सीएफओस, ठीक है? सीएफओस, लेट्स आस्क सीएफओस, ठीक है? सी से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है भाई और कॉस्ट ज्यादा है, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली टू इंप्लीमेंट है। हर जगह यही लिखना, और तो कुछ है नहीं। लिख देंगे, कितना सिंपल था, कितना प्यारा सा था कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी ना? देखो देखो, इंप्लीमेंट करने में होती है, अभी अपने को बात करने में शायद नहीं हो, इंप्लीमेंट करने में हो सकती है, ठीक है? डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इंप्लीमेंट। देन क्या है? एफ। एफ से फोकस ऑन प्रेजेंट। ये क्या बोलता है कि ये अभी अभी जो बिजनेस सिनेरियोस आपके हैं, अभी जैसा बिजनेस है उसके ऊपर तो फोकस करता है, बट ये नहीं बताता कि फ्यूचर के अंदर इस बिजनेस के बारे में अपन क्या करें, है ना? इसने बता दिया बिजनेस अभी कैसे हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में डालना है, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है वो इतना इतना उसके ऊपर गाइडेंस नहीं देता है। इतना थोड़ी दिया, बस यही तो बोला कि हाँ इसके अंदर बिल्ड करो, इसको होल्ड करो, ज्यादा गाइडेंस नहीं दिया। तो प्रेजेंट पे फोकस करता है, फ्यूचर के रिगार्डिंग कम गाइडेंस देता है। देन एफ से ये हो गया फोकस ऑन प्रेजेंट। देन ओ से ओवर एम्फेसिस। ये क्या करता है? ओवर एम्फेसिस करता है ग्रोथ के ऊपर। इसका ग्रोथ के बहुत ज्यादा ध्यान है ना? ग्रोथ के बहुत ज्यादा ध्यान है, देखो ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान है कि अपने मार्केट को ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। उससे क्या हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जल्दबाजी में अनवाइज इन्वेस्टमेंट कर दो। क्यों? हाई ग्रोथ मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे बाद में आपको नुकसान होगा। अनवाइज इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। दूसरा रिस्क ये भी है कि आपको डाइवेस्टमेंट करने भी बोल सकता है ना? डॉक्स के लिए क्या बोलता है? डाइवेस्ट करो, डाइवेस्ट करने बोला। अब डाइवेस्ट करने हो सकता है कि वो मार्केट हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला हो और हमने उससे पहले ही डाइवेस्ट कर लिया। तो बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप प्री मेच्योर डाइवेस्टमेंट कर दो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट का। वो बिजनेस सही चल रहा था, आपने प्री मेच्योर ही उसको डाइवेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आपने बीसीजी मैट्रिक्स यूज कर लिया, आपने उसको डॉग बोल दिया, डॉग बोल के आपने उसको भगा दिया। गलत किया आपने, थोड़ा रुक जाते, लॉयल हो जाता अभी वो। ऐसा बोलना चाह रहे हैं लोग, ठीक है? ओ। एस से है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई देखो एसबीयू क्या होती है ना? पहले तो एसबीयू जैसे मैंने 4 यहाँ पे बताया कि अच्छा ये 4 उसके एसबीयूज है। तो एसबीयू डिफाइन करना भी पहले बात तो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, ठीक है? डिफाइनिंग एसबीयूज इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? एंड उनका मार्केट शेयर मेजर करना, उनकी ग्रोथ मेजर करना इज ऑल्सो चैलेंजिंग एंड सब्जेक्टिव। कंसल्टेंट्स की हेल्प लगती है, हायर करने पड़ता है बीसीजी को खुद को ये बताने के लिए कि भाई मार्केट रेट कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है। इतना इजीली, मतलब थोड़ा कॉस्टली चीज है, इतना इजीली नहीं होता, सब्जेक्टिव चीज होती है ना?
वो बात। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो ज़ोमैटो है, ये एक तरीके से लो ग्रोथ रेट में है ना? मैंने बोला लो है, कोई आके मुझे बोले सही तो हाई है, मैंने चेक किया तो हाई था। मैंने भी वही बोला, देखो रिलेटिव था, मैं तो सब्जेक्टिविटी खुद ही बोल रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव था। तो वो सब्जेक्टिव है, कोई बोल सकता है हाई है, कोई बोल सकता है लो है, वो सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है? एंड में तारीफ के लिए एक शब्द लिखना ही है। While the BCG metrics provide a simplified framework for portfolio analysis, it should be used alongside other strategic tools for balanced decision making. ठीक है, एक आपका एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करके आप आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीजी मैट्रिक्स, चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके आने के, ठीक है? अब है आपका जीई मैट्रिक्स। जीई मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत फेमस है, ठीक है? इसके मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत कॉमन है इंडिया में, और भी बहुत सारे इसके आते हैं। तो इसके इसके हैवी इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग कंपनी है। तो इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है? पढ़ो, पूरा पढ़ना है। ये मैट्रिक्स वो डेवलप्ड बाय जी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये मैट्रिक्स बनाया था विद द असिस्टेंस ऑफ मैकिन्सी एंड कंपनी। अब देखो यहाँ पे अगर आप टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स की बात करो, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स है टॉप 3, तो उसके अंदर अपन नाम लेते हैं 3 टॉप कंपनीज के अंदर, किसका? एमबीबी का, जिसमें एम से होता है मैकिन्सी, बी से है बीसीजी, एंड फिर है बेन। मैकिन्सी, बेन, बीसीजी ऐसा बोला जाता है। तो 3 एमबीबी टॉप 3 फर्म्स हैं। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग की बात आती है तो ये 3 फर्म टॉप पे रहती हैं, मैकिन्सी, बेन, बीसीजी। जब अपन अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग एडवाइजरी की, तो उसके अंदर अपनी टॉप 4 बिग 4 फर्म्स आती है। इनको बिग 3 बोलते हैं, उनको बिग 4 बोलते हैं। कौन सी? अपनी केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट एंड ईवाई। वो अकाउंटिंग एडवाइजरी की हैं, ये स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी की बिग 3 फर्म्स हैं। तो बीसीजी का आपने मॉडल पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैकिन्सी का भी आप पढ़ने वाले उसी के अंदर, है ना? तो एंड इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स को बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल भी बोलते हैं, जी 9 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंड जीई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? ये 9 सेल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 9 सेल होते हैं, उसमें 4 थे, है ना, बीसीजी के अंदर। इसके अंदर 9 सेल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये 9 सेल्स हैं, 9 सेल्स हो गए ना? कैसे हो गया? वो 2 into 2 था, इन्होंने 3 into 3 कर दिया, ठीक है? वहां पे आप यहाँ पे क्या रख रहे थे? मार्केट ग्रोथ रेट। और मार्केट ग्रोथ रेट क्या दिखा रही थी? साइन ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। इन्होंने मार्केट ग्रोथ रेट हटा के जनरल मार्केट अट्रैक्टिवनेस लिखा है, मार्केट ग्रोथ रेट हटा के जनरल मार्केट अट्रैक्टिवनेस रखा है, ठीक है? एंड फिर अपन ने क्या रखा था यहाँ पे? मार्केट शेयर, हमारा कितना शेयर है, रिलेटिव मार्केट शेयर, है ना? ऐसा साइन ऑफ अपना खुद का स्ट्रेंथ कितना उस मार्केट के अंदर, उसकी जगह इन्होंने बिजनेस स्ट्रेंथ रखा है, ठीक है? क्यों किया ऐसा, क्यों हटा दिया, वो बता बात करेंगे अपन। देखो, एक कंसल्टिंग फर्म का डायरेक्टली तुम थोड़ी अप्लाई कर सकते हो, तुम कुछ तो ट्वीक करोगे ना। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा किया, ठीक है? वो बस हटा दिया, वहां पर जाके कुछ और रख दिया। उनका हाई लो था, इन्होंने 3 कर दिया, हाई, मीडियम, लो, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, बन गए 3 सेल। 3 into 3 9 हो गया, खत्म। यही था, क्या डिफरेंस था इसमें, ठीक है? तो इन्होंने बोला ये 3 जो है इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, है ना? बीच के जो 3 है इनको आप सोच समझ के करना, सिलेक्ट सोच समझ के करना, क्या करना है इनके ऊपर। और ये जो 3 है, ये तो डाइवेस्ट करना है, हटाना है, या फिर यहां से कैश विड्रॉ करना है, हार्वेस्ट करना है या तो इनको, या तो फिर डाइवेस्ट करना है, ठीक है? एंड आप देखोगे तो 3 ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं इसके अंदर, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, येलो, रेड। तो ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल से बना हुआ है, ठीक है? ग्रीन का मतलब होता है गो, तो इनको अपन ने गो का साइन दिया कि जाओ इनमें इन्वेस्ट करो, इनको एक्सपैंड करो। येलो वाला केयरफुल, बी केयरफुल ना, केयरफुल। रेड यानी रुक जाओ, रुक जाओ कानून की खातिर, वो ये रेड है, ठीक है? तो ये बेसिक सा है। फर्क क्या था? वो 2 into 2 था, ये 3 into 3 कर दिया। वहां पे मार्केट ग्रोथ रेट था, उसकी जगह इन्होंने एक जनरल टर्म निकाला है मार्केट अट्रैक्टिवनेस का। इन्होंने क्या बोला कि हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर क्या करेंगे? हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट की बात नहीं करेंगे, हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस को मेजर करेंगे मल्टीपल फैक्टर्स के साथ में। बीसीजी ने गलती करी, बीसीजी ने क्या करा? सिर्फ मार्केट ग्रोथ रेट ले लिया, उनको लेना चाहिए था बहुत सारे फैक्टर्स। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद मार्केट अट्रैक्टिवनेस को निकालेंगे। वो फैक्टर्स कौन से होंगे? ये सारे। उन्होंने क्या किया था? बिजनेस स्ट्रेंथ को कैसे असेस किया था कि हमारा मार्केट शेयर कितना है ना? वो अपना बिजनेस स्ट्रेंथ था। यहां पे उन्होंने बोला, बीसीजी ने गलती कर दी, बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर सिर्फ हमारा मार्केट शेयर कितना है वो नहीं आना चाहिए, बहुत सारी और चीजें भी असेस होनी चाहिए। बस इतना सा चेंज है।
ठीक है, तो अब इसके बारे में जानोगे तो क्या ये 9 सेल ग्रिड बेस्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है, जो क्या करती है, बिजनेस को वैल्यू करती है यूजिंग टू फैक्टर्स। वर्टिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस सेम बाई हॉरिजॉन्टल बिजनेस स्ट्रेंथ सेम बाई। ठीक है, अप्रोच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स, ग्रीन फॉर गो, येलो को एम्बर लिखा है, येलो को एम्बर लिखा है तो आप भी एम्बर ही लिखेंगे, एम्बर और येलो फॉर कॉशन। ठीक है, एंड रेड फॉर स्टॉप। ठीक है, अब ये इन्होंने फैक्टर्स लिख दिए, इनके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है या आ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चांस कम है लेकिन करके जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, सब में से पांच छह याद कर लेना, सारे मत याद करना, सारे याद भी कैसे करोगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, देखो सबसे बहुत सिंपल, सबसे पहले साइज एंड ग्रोथ, मार्केट की बात करो, साइज एंड ग्रोथ। ठीक है, वो तो अपने को चाहिए ही, तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर सबसे पहले आपका मार्केट साइज आ जाएगा एंड मार्केट का ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर क्या था, उसने मार्केट शेयर लिया था तो मार्केट शेयर आ जाएगा सबसे पहले, एंड उसी शेयर का ग्रोथ रेट आ जाएगा कि आपका शेयर किस रेट से ग्रो कर रहा है। यानी पहले हमारा शेयर 10% था, फिर हमारा शेयर 15% हो गया, फिर 20% हो गया, तो ये मार्केट शेयर की ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। यह पे मार्केट साइज एंड मार्केट की ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि पहले टोटल 1 करोड़ की सेल होती, मतलब समझ लो पहले 100 करोड़ का मार्केट साइज था, यानी जोमेटो के फूड डिलीवरी के मान लो, इतनी फूड डिलीवरी जोमेटो के, जोमेटो स्विगी सबके मिला के टोटल 100 करोड़ के ऑर्डर्स लगते थे साल भर में, अज्यूमिंग बहुत हाइपोथेटिकल नंबर लिए है ना, इस साल वो 150 हो गए। तो ये मार्केट का नंबर है कि मार्केट का साइज कितना है, 150 करोड़ का, मार्केट का साइज कितना है, 150 करोड़ का। मार्केट में कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, 50% ग्रोथ हुआ मार्केट में, है ना, वो मार्केट ग्रोथ रेट है। मार्केट शेयर आपका उसमें कितना है, एंड आपके शेयर में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ये दो तो सिंपल है। ठीक है, तो मार्केट रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे सबसे पहले, तो दो दो तो उसके आ गए। देन पीपीटी, आप क्या करोगे, मार्केट की पीपीटी बना दोगे, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसा है ना, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, मार्केट की पीपीटी बना दोगे। पीपीटी से क्या निकल के आएगा, पहले पी से आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है या मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। दूसरे पी से क्या है, प्राइसिंग ट्रेंड्स, प्राइसिंग के ट्रेंड्स क्या है, एंड आपका प्राइसिंग रिलेटेड क्या हो सकता है कि क्या हम प्राइसिंग के ऊपर कंपीट कर सकते हैं या क्वालिटी के ऊपर कंपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। देन टी से है टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, सिमिलर सिमिलर पॉइंट्स। ठीक है, एक और कर सकते हो, छठा भी अगर करना चाहो तो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का, उसमें आपकी एफिशिएंसी कितनी है। तो छह छह पॉइंट्स कॉमन कॉमन मैंने साथ में रख दिए, आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। ऐसे इन्होंने तो बहुत अलग अलग ऊपर ऊपर नीचे कर रखे हैं, आप अलग अलग याद करना चाहते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट छह छह तो मेरे ख्याल से याद कर लो, बाकी के रीड कर लेना, एग्जाम में याद आ जाए तो बढ़िया है। इस तरफ ईजी है, ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, मैनेजमेंट कैलिबर, ये दो तो चलो इजी हैं, एटलीस्ट ये तो आपको याद रह ही जाएंगे, है ना। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या बोला, पहले तो आप बिजनेस को क्लासिफाई करो, देखो किस बिजनेस की मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है, किसकी मीडियम है, किसकी लो है, इसमें क्लासिफाई करो, किसमें आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, एवरेज है, वीक है, एंड अपने बिजनेस को अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड करो, है ना, कौन सा बिजनेस में आ रहा है, कौन सा इसमें आ रहा है, कौन सा इसमें आ रहा है। जो जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए इन्वेस्ट एक्सपेंड है, जो जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए सिलेक्ट करना है, जो जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हार्वेस्ट डाइवेस्ट है। वैसे ही आपको क्लासिफाई करना है बिजनेस को, जैसे वहां पे किया था। ठीक है, अब इसने पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी में क्या दिया है, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन क्या है, ये वो है जिनके पास एक एडवांटेजेस पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे बिजनेस है, एडवांटेजेस पोजीशन में है, इनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होगी, एक्सपैंड इन्वेस्ट एंड ग्रो। सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, उसी से पूरा लिंक होके आता है। एम्बर और येलो का क्या है कि इनका जो आउटलुक है वेरी करता है केस टू केस बेसिस के ऊपर, है ना, क्योंकि देखो तीन है, कोई अच्छा हो सकता है, कोई बहुत खराब हो सकता है, तो केस टू केस बेसिस से कॉशन वाला ध्यान रख के करना पड़ेगा। इनके लिए आपको कॉशन बरतना पड़ेगा, मैनेजमेंट को डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा, अपना विवेक यूज करना पड़ेगा चॉइस लेने के लिए कि इनके साथ क्या करना है। रेड जोन तो वो है कि ये तो लॉस कराएंगे कराएंगे, ये तो लॉस कराएंगे कराएंगे, एंड आपके लिए डिफिकल्ट कर देंगे कंपनी के लिए जीना। ठीक है, इनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होगी, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, तीनों। वैसे वैसे तो ये दोनों मिला के रिट्रेंचमेंट का ही पार्ट है, लेकिन कम एक वर्ड से काम नहीं चलता ना, तो तीनों लिखना ही है, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बोला डिफरेंस क्या है बीसीजी मैट्रिक्स से जीई मैट्रिक्स में, आ सकता है थ्योरी के अंदर या फिर एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, सिंपल जो मैंने आपको बताया वही मैट डिफरेंस है। क्या इन्होंने दो ही लिखे हैं, आप तीन लिख सकते थे। क्या, सबसे पहले मैंने कहा मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेस कर देता है मार्केट ग्रोथ को, उन्होंने मार्केट ग्रोथ बोला था, इन्होंने इसकी जगह पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ग्रोथ को रिप्लेस करता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस एज द डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यानी इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है उसको मेजर करता था बीसीजी मार्केट ग्रोथ रेट से, ये उसको मेजर करता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस से, ब्रॉड कर देता है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर्स अदर देन जस्ट मार्केट ग्रोथ रेट, मतलब मार्केट ग्रोथ रेट के अलावा और भी चीजों को कंसिडर करता ही है। सिमिलरली एक्स एक्सिस के ऊपर
कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेंथ रिप्लेस कर देता है किसको? मार्केट शेयर को, एज द डायमेंशन ऑफ एज अ डायमेंशन बाय विच द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ईच एसबीयू इज असेस्ड। हर एसबीयू का कितना कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो असेस करता था बीसीजी मार्केट शेयर से, ये असेस करता है कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेंथ से। ये फर्क है। एंड इट इंक्लूड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर्स अदर देन जस्ट द मार्केट शेयर। तीसरा आप लिख सकते थे कि वो 2/2 था या 3/3 है। वो भी करना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं लिखा तुम लोगों ने? ठीक है, चलो खत्म। अब लास्ट टॉपिक है एडीएल मैट्रिक्स। इस ये फालतू है यार, मतलब इतना बड़ा मैट्रिक्स कौन बनाता है भाई? और रैंडम रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं, रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं, रैंडम वर्ड्स, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी वर्ड लिख दिए हैं, कोई सेंस ही नहीं बनाता, कोई तर्क नहीं बनाता, रैंडम वर्ड्स, मतलब सेंस है लेकिन रैंडम वर्ड्स हैं, उनको याद नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर, एडीएल मैट्रिक्स के ऊपर, ये मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टू रिमेंबर है। इसका अंदर क्वेश्चन आता आया है यूजुअली, तो इसके ऊपर आया है ये टॉपिक्स। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, ये भी सेम है। ये किसने बनाया था? एडीएल नाम के बंदे ने। एडीएल का कौन था? आर्थर डी लिटिल। आर्थर डी लिटिल था। लिटिल ने बहुत बड़ा फ्रेमवर्क दे दिया। ठीक है, इट इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, पीएलसी के ऊपर बेस्ड है ये। एंड अगेन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, जिसके अंदर 2 फैक्टर्स क्या है? देखो, इस तरफ क्या चल रहा है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चल रहा है। इस तरफ क्या चल रहा है कि आपकी खुद की कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, आप खुद कैसे उस बिजनेस के अंदर, आपकी खुद की कंपटीशन पोजीशन कैसी है। तो ये पीएलसी के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, और ये आप उस कितनी कितनी स्ट्रांग पोजीशन रखते हो, उस हिसाब से मैट्रिक्स बन गया एक तरीके से। 2 ये हो गए। तो इसमें 2 फैक्टर्स क्या है? स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। फर्म्स की खुद की कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, खुद कैसा है कंपटीशन के कंपैरिजन में। इसको कंसिडर करके क्या इन्वायरमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ का असेसमेंट करने के बाद आपको बताना है कि आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है। तो बेसिकली बिजनेस स्ट्रेंथ का असेसमेंट करके आपको खुद कंपटीशन पोजीशन मालूम पड़ेगी, जो अपन पिछले में भी कर रहे थे, है ना, कि आपका मार्केट ग्रोथ रेट कैसा है, आपका बिजनेस स्ट्रेंथ कैसा है। वो असेसमेंट करने के बाद आपको खुद कंपटीशन पोजीशन मालूम पड़ेगी। बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है बस। ठीक है, तो आपका क्या है, आप कैसे असेस करोगे आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है? मतलब यहाँ पे जो पोजीशन आ रही है ना, 5 है। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। आप इनमें से किसमें फॉल करते हो, वो कैसे असेस करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इनकी स्ट्रेटजी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि रैंडम वर्ड से क्या ही याद करोगे। एक बार पढ़ लेना बहुत है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना बस बहुत है, सेंस ले लेना और कुछ नहीं। ठीक है, अब पहले ये 5 में कैसे क्लासीफाई करना है उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया है कि देखो, डोमिनेंट कंपनी कौन सी होती है? डोमिनेंट कंपनी वो होती है, डोमिनेंट एक बहुत ही रेयर पोजीशन होती है। क्या आप एक इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेंट हो चुके हैं, यानी आप बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई कंपनी किसी बिजनेस किसी इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों हो पाती है? क्योंकि या तो उसके पास मोनोपोली है उस बिजनेस के अंदर, है ना, या फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है उसके पास, तभी उसे डोमिनेंट बोलेंगे, वरना डोमिनेंट होता ही नहीं कभी। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके आगे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वो है जो उसके पास अच्छी पोजीशन है, उसके पास बिजनेस के अंदर अच्छी पोजीशन है, अच्छा खासा लेवल पे है, कॉम्पिटिटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके जैसे क्या होता है कि उसके पास खुद की फ्रीडम होती है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज खुद के हिसाब से चूज कर सकता है, उसको दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ता। ठीक है, एंड इज एबल टू एक्ट विदाउट इट्स मार्केट पोजीशन बीइंग इजीली थ्रेटन्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कोई बंदा है तो जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना चाहे वो कर सकता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसकी खुद की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ना। उसको इतना डर नहीं लगता कि मैं ये करूंगा वो भी ऐसा कर देंगे तो फिर मेरे को नुकसान हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, और डोमिनेंट क्या है? एकदम रेयर पोजीशन, मोनोपोली है या प्रोडक्ट लीडरशिप, उसी को डोमिनेंट बोलेंगे। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं। देखो, स्ट्रॉन्ग होगा आपका एप्पल एंड सैमसंग, ये अपने फोन सेगमेंट के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर एप्पल एंड सैमसंग स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट नहीं है। ना तो एप्पल डोमिनेंट है ना तो सैमसंग डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट तब होगा जब एकदम मोनोपोली है, मतलब वन साइडेड मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, एकदम सिंगल साइडेड उन्हीं के पास मार्केट शेयर है, कुछ कुछ कर ही नहीं सकता उसका। रुको यार, है ना, ये किसके पास होता है? एग्जांपल दूं, विंडोज के पास है, लैपटॉप्स पीसी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके अंदर विंडोज का वन साइडेड मोनोपोली है। विंडोज के बिना विंडोज की पोजीशन कोई 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 चैलेंज ही नहीं कर सकता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं, मैक ओएस है, लिनक्स है, ठीक है, लेकिन आप देखो ऑफिस में जाओ, कोई भी लैपटॉप
मोस्ट ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के पास विंडोज लैपटॉप ही होता है यार। सिर्फ सिर्फ जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसके अंदर मैक ज्यादा चलता है, लेकिन मोस्टली विंडोज ही है। कोई चैलेंज ही नहीं कर पाया आज तक विंडोज को। मोनोपोली, वन साइडेड मोनोपोली, इतने टाइम से सस्टेन्ड है उसकी मोनोपोली, तो इसलिए उसे डोमिनेंट बोलेंगे। कोई शेक ही नहीं कर पाया आज तक उसको, ठीक है। तो मोनोपोली है, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है उसके पास। जबकि एप्पल और सैमसंग के पास वैसा नहीं है, सो एकदम डोमिनेंट नहीं है, इतनी कोई मोनोपोली नहीं है ना। एप्पल के पास मार्केट अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऐसा तो नहीं कि, लेकिन मेजोरिटी मार्केट शेयर उसी के पास है। जैसे अपन ने आईटीसी का कहा था, किसके अंदर, 80-85, एकदम डोमिनेंट, हमेशा डोमिनेंट रहा है, वो भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एप्पल सैमसंग के पास वो नहीं है, एकदम कोई सिग्निफिकेंट बहुत ही मेजर मार्केट शेयर नहीं है। आई थिंक अगर निकालोगे भी टोटल तो 50-40 के आसपास आएगा, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट उसकी उससे कम ही रहेगा टोटल शिपमेंट्स के अंदर, उससे ज्यादा नहीं जाएगा इनका मार्केट शेयर। तो एकदम मोनोपोली नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि इतनी स्ट्रांग पोजीशन है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ये लोग एप्पल को प्राइस बढ़ानी होगी तो बढ़ा देगा, इतना दिमाग इतना सोचेगा नहीं कि मेरे साथ साथ सैमसंग क्या करेगा, क्या उसकी सेल बढ़ जाएगी नहीं बढ़ाएगी। वो अपने हिसाब से एक्ट कर सकता है कि उसके पास स्ट्रांग पोजीशन है। सैमसंग के पास भी एक्ट कर सकता है अपने हिसाब से कि इतना उसको दिमाग इतना सोचना नहीं पड़ेगा, एप्पल के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेयर जो हैं ओप्पो वीवो वो मेरी पोजीशन तो थ्रेटन नहीं कर देंगे, नहीं। वो उसको पता है कि मेरे पास एक है, लोग मेरे पास आएंगे चाहे मैं कितनी प्राइस बढ़ा दूं। तो उसके पास में ऑब्वियसली एकदम एब्सोल्यूट नहीं है वो, सोचना तो पड़ेगा फिर भी, लेकिन फिर भी रिलेटिवली एक फ्रीडम है उनके पास में, वैसा वो स्ट्रांग पोजीशन हो गई। फेवरेबल पोजीशन क्या होगी, ये वो पोजीशन होगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होती है, नहीं सबके पास में थोड़ा 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 मार्केट शेयर है, ये वो होगी उसमें आपके पास फेवरेबल पोजीशन है। तो ठीक है, यहां पे एक रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक के पास होती है। इसमें बोले अपन कि फेवरेबल है एक इंडस्ट्री, कौन सा प्रोडक्ट अपन बोले भाई, लैपटॉप्स में ले लो ना आप, लैपटॉप्स में आप देखो, ठीक है, जो लैपटॉप्स जो चलते हैं उसके अंदर थोड़ा फ्रेगमेंटेड मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेयर है जिसमें लैपटॉप मैन्युफैक्चरर में बहुत ही सिग्निफिकेंट कोई मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, राइट। लेनोवो के पास भी एक अच्छा मार्केट शेयर है, ठीक है, डेल के पास में भी एक अच्छा मार्केट शेयर है, एसर के पास में भी है ना, और भी आते हैं, एप्पल का भी आता है, उसके पास में अच्छा मार्केट शेयर है। तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, फ्रेगमेंटेड है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इनमें से एक बहुत ही क्लियर मार्केट लीडर है कोई, तो तोड़ी मार्केट लेके बैठा हुआ है, नहीं, फ्रेगमेंटेड है बहुत ज्यादा। इसमें ये हर एक जो प्लेयर है ये सब फेवरेबल पोजीशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, कोई भी कॉम्पिटिटर क्लियरली स्टैंड आउट नहीं करता, ये नहीं बोलता कि मार्केट मैं ही चलाता हूं, नहीं है कोई भी ऐसा, है ना। एंड दस द मार्केट लीडर्स इन दिस पोजीशन एंजॉय रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनके पास रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रीजनेबल यानी इनसे भी कम, है ना, ठीक है। टेनेबल, टेनेबल यानी काम चलाओ, चल जाएगा काम, ठीक है, वैसा। द फर्म्स आर एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, मतलब हाँ सही चल रहा है काम, हम बिजनेस में बने रह सकते हैं, छोड़ना नहीं पड़ेगा अपने को बिजनेस, वैसा है, ठीक है। बट ये लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोएक्टिव कंपनीज। किसी दूसरी कंपनी ने कुछ कर दिया ना, जो स्ट्रॉन्गर कंपनी ने कुछ कर दिया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारा मार्केट शेयर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कि ऊपर वाले लोग हमारा मार्केट खा तो नहीं जाएंगे, वो चीज, ठीक है। तो वो टेनेबल हो जाएगा, मतलब जैसे आप समझ लो विंडोज के अलावा बाकी जो ओएस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यही हाल है, वो टेनेबल ही है, हाँ काम चल रहा है, लेकिन विंडोज ने ऐसा कुछ कर दिया कि हमारी जो स्पेशलिटी वो भी खा गया, तो गए हम, वैसा। वीक का मतलब क्या है भाई, आप बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट, इंप्रूव कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप अभी बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहे हो। ये 5 कैटेगरीज हो गई, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं। एंड पीएलसी के अंदर अपन यूजुअली क्या था, इंट्रोडक्शन था, ग्रोथ था, मेच्योरिटी था, देन डिक्लाइन था। उन्होंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया, इंट्रोडक्शन को उन्होंने एम्ब्रायोनिक कर दिया, समझते हो आप एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कर दिया, ग्रोथ, ठीक है, मेच्योरिटी को मेच्योर एंड डिक्लाइन को एजिंग कर दिया, ठीक है। बस इसको एक बार आप पढ़ लेना, इसका कोई इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना, बस एक सेंस ले लेना क्या है, ठीक है। चलो, दिस चैप्टर नाउ कम्स टू एन एंड। बहुत ही प्यारा चैप्टर था, आई होप आपको बहुत मजा रहेगा इसको साथ में पढ़ने में, मुझे तो बहुत मजा आया भाई, 4 घंटे का लेक्चर है बट आई एंजॉयड इट यार, ठीक है। चलो अब अपन मिलते हैं लास्ट चैप्टर में, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5। हाँ जी दोस्तों, आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 5,
ठीक है, अभी तक अपन एकदम एक प्रॉपर सिस्टम में चल रहे थे, मैं आपको पूरा बताता आ रहा था कि अपना हर चैप्टर का लिंकेज कैसा है, ठीक है। क्विक रिकॉल फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, चैप्टर 1 में बात करी थी अपन ने कि आप सबसे पहले विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, देन उसके बाद आप एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो अपन ने चैप्टर 2-3 में किया। देन आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करना अपन ने एक तो जेनरिक स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 भी अपना पूरी स्ट्रैटेजीज में ही गया कि स्ट्रैटेजीज कौन-कौन सी होती हैं, उनसे चूज़ करने के बीच में। फिर उसके बाद कहा था मैंने इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज एंड उसके बाद आखिरी मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटिंग से लेके जो इतना पोर्शन है, ये आपका आखिरी चैप्टर है, ठीक है, ये आपका आखिरी चैप्टर है। तो बेसिकली उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कवर किया है सिलेबस के अंदर। अब ये चैप्टर के साथ में प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आपको पता ही होगा आपने किससे भी सुना है, आपको पता ही होगा बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इट्स लाइक 2 चैप्टरों को उन्होंने मर्ज करके 1 चैप्टर बना दिया, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो मतलब अगर आप स्टडी मटेरियल से कंपेयर करोगे मेरी बुक को तो आधी कर दी हमने, ठीक है। उसमें 64 के आस-पास पेजेज़ हैं, इसमें आपको 32 ही मिलेंगे। वो भी तब जब हमने खुला-खुला लिखा है, ठीक है। अगर भर-भर के लिख चिपका-चिपका के लिख देते तो फिर तो और कम हो जाते पेजेज़, ठीक है। अब यहाँ पे अपन तरीका क्या फ़ॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अपन डायरेक्टली जंप करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर पहले पहले, ठीक है, जो आपके ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जिनके अंदर ज़्यादा आपको लर्निंग मिलेगी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उन पे अपन पहले जंप करेंगे। कौन से हैं? वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपेयर टू ये जो तो पहले वाले, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, इनमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसी-किसी सिलेक्टिव टॉपिक्स पे, लेकिन ज्ञान बहुत है, ठीक है। ज्ञान बहुत है, उन ज्ञान में से एक 1-2 टॉपिक आ जाएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है इनके अंदर, तो उन पे भी अपन आएँगे। लेकिन ये टॉपिक्स के अंदर ज्ञान कम है एंड ज्ञान मतलब इन द सेंस फालतू का जो ज्ञान होता है ना, कुछ भी अनाप-शनाप लिख देते हैं, ब्लैबरिंग चल रही है, यहाँ-वहाँ मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं, बीटिंग अराउंड द बुश घूमे जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं। वो आपको इन 2 टॉपिक्स में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? तो इनमें पढ़ने वाला कंटेंट कम है, इनमें ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन डायरेक्टली इन पे जंप करते हैं। मैं आपको सीक्वेंस बताऊँगा, आप उसी पैटर्न में पढ़ेंगे, देन अपन बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। कवर पूरा चैप्टर करने वाले हैं, ऐसा नहीं छोड़ने नहीं वाले कुछ भी। ठीक है? सबसे पहले देखो बात क्या हो रही है कि आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। अभी तक आप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर चुके हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन आप इवैल्यूएट करेंगे कि जो आपने स्ट्रैटेजी सोची थी, क्या वो सही रास्ते पे जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर अपन अपना पढ़ाई का जो एग्ज़ाम्पल लेते हुए चल रहे थे अपने एग्ज़ाम्स का, तो अपन ने स्ट्रैटेजी बना रखी है, अपन ने एक रोड मैप बना रखा है कि मैं कैसे-कैसे पढ़ाई करूँगा, मैं कब-कब कंप्लीट क्या-क्या करूँगा, ठीक है? अब आपको देखना है क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर कहीं आपकी कोई बाधाएँ तो नहीं आ रही आपके साथ में, जिनको आपको सॉल्व करना है। कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, ठीक है? वो सब आपको यहाँ पे वो उस सब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? क्विकली एक टॉपिक पे आ जाओ, स्ट्रैटेजी फिट, ठीक है? देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी एग्ज़ीक्यूशन अच्छा हो, ठीक है? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फिट डेवलप करना पड़ेगा, किनके बीच में? ठीक है? आपकी स्ट्रैटेजी के बीच में एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ के बीच में, आपकी स्ट्रैटेजी के बीच में एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में, आपकी स्ट्रैटेजी के बीच में एंड आपके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में, आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके वर्क क्लाइमेट और कल्चर में। क्या मतलब है इन 4 चीज़ों का समझो, इससे आपका पूरा चैप्टर का लिंकेज बन जाएगा, उसके बाद आप आगे के टॉपिक्स मुझसे अच्छे से मेरे साथ अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एक सिंपल सा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ठीक है? आपको पता है जैसे ज़ोमैटो की बात कर लो, ठीक है? लेट्स से ज़ोमैटो ने सोचा कि अभी हम 30 मिनट 40 मिनट डिलीवरी करते हैं। खाने की बात कर रहा हूँ, जो पैकेज खाना जो उनका प्रॉपर खाना रहता है, कुक्ड मील, ठीक है? वो 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स की डिलीवरी करते हैं, ठीक है? कभी-कभी 50 मिनट्स भी चल जाता है। लेट्स से उन्होंने सोचा कि हमें एकदम तगड़ी वाली ग्रोथ चाहिए, हम 10 मिनट में खाना डिलीवर करेंगे आपको। कुक्ड खाना, ब्लिंकिट वाला नहीं, पैकेज्ड खाना नहीं, कुक्ड खाना 10 मिनट में डिलीवर करेंगे, ठीक है? ऐसा उन्होंने एक इनिशिएटिव सोचा, ठीक है? करा भी हुआ इन्होंने ज़ोमैटो ने, ठीक है? अलग-अलग टाइम पे इन्होंने ट्राई किया हुआ है, किन-किन नाम से? ज़ोमैटो इंस्टेंट निकाला इन्होंने, ज़ोमैटो एवरीडे निकाला था इन्होंने, जिसमें ये लोग प्रॉमिस करते थे कि हम लोग आपको 10-15 मिनट के अंदर खाना डिलीवर कर देंगे, कुक्ड वाला खाना, कुक्ड मील, ठीक है? लेकिन कभी वो इतना अच्छे से चला ही नहीं, कभी अच्छे से चला ही नहीं, बार-बार इनको चालू करके बंद करना पड़ा। तीसरी बार भी इनिशिएट किया था इन्होंने, अब उसको भी बंद कर दिया इन्होंने। क्यों? क्यों उनको बंद करना पड़ गया? क्योंकि फिट्स नहीं थे यहाँ पे। सबसे पहले एक बात सोचो, आपको स्ट्रैटेजी और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज के बीच में आपको एक फिट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? अपन ने बात करी थी कि अपन रिसोर्सेज को जब क्लब कर लेते हैं बहुत सारे, ठीक है? अपने अलग-अलग रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, राइट? मनी, इनको जब अपन क्लब करते हैं, उनको अच्छे से यूज़ करते हैं, तब जाके अपनी कैपेबिलिटी बनती है। अपन ने बात करी थी, चैप्टर 1 से पढ़ाता आ रहा हूँ मैं चीज़, ठीक है? तो ज़ोमैटो को क्या करना है? अगर आपको 10 मिनट में खाना डिलीवर करना है, इन्होंने गुड़गाँव के अंदर, मैं उस टाइम गुड़गाँव में जॉब करता था, ठीक है? गुड़गाँव के अंदर इन्होंने
4 स्टोर्स खोले थे, 4 उन्होंने अलग से स्टोर्स खोले थे सिटी के अंदर, जो उन्होंने कहा था कि पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं, 4 स्टोर से हम 10-15 मिनट के अंदर खाना पहुँचाएँगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप पूरे शहर के अंदर आप 10 मिनट में खाना डिलीवर करना चाहते हो, गुड़गाँव, जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम वैसे ही है, ठीक है? पानी भर गया तो भाई मतलब स्विमिंग पूल है, फिर वो बोट लेके निकलना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है? उस सिटी में आप बोल रहे हो हम 10 मिनट में खाना पहुँचाएँगे और 4 स्टोर्स से सिर्फ 4 आपने क्लाउड किचन खोले हैं, वहाँ से आप पूरे शहर में कैसे पहुँचा दोगे? मतलब सोचो ना, बड़ा शहर है, ठीक है? आपको अगर पहुँचना है एक-एक कोने में 10 मिनट के अंदर, तो आपको उनके आस-पास स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्टोर्स चाहिए होंगे पूरे शहर के अंदर, 4 से कैसे काम चलेगा? ठीक है? आप सोच के देखो, आपकी जो बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है? आपके वहाँ पे ज़ोमैटो ने आके सिर्फ 1 स्टोर खोला पूरे शहर को कैटर करने के लिए, तो कैसे पहुँचेगा हर कोने में 10 मिनट के लिए? नहीं ना, वैसे सोचो गुड़गाँव के अंदर 4 स्टोर से क्या काम हो जाएगा? आपको चाहिए होगा कि हर जगह पे ज़्यादा स्टोर्स हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी ही नहीं थी, आपने बनाया ही नहीं वैसे, ठीक है? उनका भी पॉइंट ये कि हम तो टेस्टिंग कर रहे थे ना, हमने 4 से टेस्ट किया, 10 से थोड़ी टेस्टिंग करेंगे, नुकसान करने के बाद थोड़ी टेस्टिंग करें। उनका पॉइंट भी सही है, बट आपने कैपेबिलिटी नहीं बनाई, ठीक है? दूसरा, आपने उस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बनाए। ठीक है? आपने उस तरीके के सिस्टम्स नहीं बनाए। सिस्टम्स होता है मतलब प्रोसेसेस, कि आपने ऐसे प्रोसेस बना रखे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए। ठीक है? आपने उस अकॉर्डिंग प्रोसेस ही नहीं बनाए। तो आपको स्टार्ट स्टार्ट टू एंड, मतलब कस्टमर का ऑर्डर आने से लेके उसके डिलीवर होने तक बीच-बीच में जो-जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ-जहाँ पे भी टाइम जा रहा है, वो आपको सब सोचना पड़ेगा, वहाँ पे एक-एक तरीके से इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपके प्रोसेस को कि हर जगह से जहाँ-जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वो कम हो जाए। सब कुछ इमीडिएट होना चाहिए। वो आपने वैसे प्रोसेस बनाए नहीं लोगों ने। ठीक है? स्ट्रैटेजी एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है? कि आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपको रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको हेल्प करे। ठीक है? इन्होंने 10 मिनट के लिए, अगर इन्हों को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करवानी है, तो इन्हों को अपने एम्प्लॉइज़ को एनकरेज करना पड़ेगा कि भाई आप 10 मिनट के अंदर डिलीवर करो। ठीक है? वरना कोई क्यों इतना तेज़ भगाएगा गाड़ी? ठीक है? इनका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि एम्प्लॉइज़ को 10 मिनट के अंदर करने का मोटिवेशन रहे। पहली बात तो वो सेफ नहीं है कि अगर आप उनको 10 मिनट का देते हो, उनको बोल रहे हो कि 10 मिनट में डिलीवरी करो, तो वो उनके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा ही नहीं उस चीज़ को लेके। ठीक है? आप उनको पेनल्टी दे दोगे अगर 10 मिनट के बाद अगर आप वो डिलीवर नहीं करने वाला तो। ठीक है? 10 मिनट में कर दो तो आप उनको इंसेंटिव दोगे। क्या उनको ये मोटिवेटिंग लग रहा है ये चीज़? ठीक है? दैट इज़ गुड। तो अगर वो है मोटिवेटिंग तो वो अपना अच्छा बनाया, अगर आपने अच्छा नहीं बनाया तो वो नहीं करेंगे। उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, एंड इसके ऊपर उनको बहुत बैकलैश आया था। ठीक है? कि यार ये सही नहीं है। ठीक है? जिस तरह प्रेशर हम पे बनाया जा रहा है, हम हमारे लिए सही नहीं है, तो उनको रिवॉर्ड स्ट्रक्चर उनको मोटिवेट नहीं कर रहा था। ठीक है? स्ट्रैटेजी एंड वर्क क्लाइमेट एंड कल्चर, कि आपने कल्चर कैसा बना रखा है? ठीक है? आपका वर्क क्लाइमेट कैसा है? आपका कल्चर कैसा है? इसको पुश करने के लिए आपको कल्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि हर कोई खुशी से करे वो चीज़। ठीक है? वो आपको पार्टिसिपेट करे आपके इस इनिशिएटिव के अंदर। जब इन्होंने लेके आया ऐसा इनिशिएटिव, इन्होंने राइडर्स को बोला आपको 10 मिनट में डिलीवरी करना है, राइडर्स खुशी नहीं थे भाई। सब लोग प्रोटेस्ट पे उतर के बैकलैश आने लग गया कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा, ये क्या कर रहे हो आप, हमारी जान को खतरे में डाल रहे हो। तो क्लाइमेट कल्चर ही सपोर्टिव नहीं था इस चीज़ के लिए। तो हर जगह से इनके साथ प्रॉब्लम थी। तो इसलिए इन्हों को बंद करना पड़ा। ठीक है? ऐसा समझ लो आप। तो आपको ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए, तभी जाके आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क कर पाएगी। आपको इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फिट बनाना पड़ेगा। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी कैपेबिलिटीज़ में एक फिट होना चाहिए, मतलब दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए एक-दूसरे को। ठीक है? अगर आपने नहीं बनाया तो नहीं चलेगी आपकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है? अब आप समझ गए कि यहाँ पे वर्क क्लाइमेट, कल्चर, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है? अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-सा? मैंने आपको क्या कहा था? आपका है, सबसे पहले अपन किस पे जाएँगे? अपन जाएँगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर के ऊपर। ठीक है? सबसे पहले अपन उस पे जाएँगे। आ जाओ। पेज नंबर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये टॉपिक नंबर 3 के अंदर है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है? इसके अंदर अपना सेकंड नंबर टॉपिक है 3.2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये है, इसको अपन करने वाले हैं। ठीक है? मुझे 1 मिनट दो यार, 1 मिनट, बस 1 मिनट दो। यस गाइस, आई एम बैक। हाँ, सॉरी, कहाँ थे हम? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ना मैं आपको यहाँ बता, ज़ोमैटो पे था ना, अपन ज़ोमैटो के एग्ज़ाम्पल डिस्कस किए थे। देखो, एक चीज़ समझो। ठीक है? मतलब कुछ बच्चे जो मुंबई वगैरह में रहते हैं, उनको शायद उनको भी लग रहा होगा कि सर नहीं, ज़ोमैटो तो अभी भी ऑपरेट करता है ये ऐसा 10 मिनट डिलीवरी। ज़ोमैटो और ये ज़ेप्टो वगैरह अभी भी दे, नहीं, वो चीज़ नहीं है। ठीक है? अभी जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो अपने वहाँ से कर रहे हैं। ठीक है? जैसे स्विगी का बोल्ट है, ज़ेप्टो का कैफ़े है, ब्लिंकिट का भी ऐसा कुछ तो चलता है। ठीक है? ब्लिंकिट बिस्ट्रो करके ऐसा कुछ चलता है। ठीक है? उसमें ये लोग कुक्ड मील नहीं देते। उसमें वो लोग बहुत जो जल्दी खाना बन जाता है ना, सिर्फ़ वो देते हैं। जैसे समोसा पहले से पड़े रहते हैं, सैंडविच पहले से पड़ा रहता है,
कॉफ़ी वगैरह बना के दे दी। ये बहुत ही बेसिक आइटम्स हैं, इनमें इतना एफर्ट नहीं लगता, पहले से पड़े थे गरम करके भेज दिया, ब्लिंकिट के थ्रू चलता है ये जो इनिशिएटिव मैं बोल रहा हूँ, ये इनका ज़ोमैटो का जो खुद का ऐप है उस पे चलता था कि 10 मिनट में खाना देंगे। कुक्ड मील, इडली सांभर, ठीक है, डोसा, पोहा, ऐसे-ऐसे आइटम थे। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी ना। पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बोला, इतने सारे आइटम्स को अगर आप 10 मिनट बनाना चाहते हो तो आपको बहुत कितने हर चीज़ स्ट्रीमलाइन करनी पड़े, सब कुछ पहले से रेडीमेड रखना पड़ेगा, बस हाँ, बस 2 मिनट के अंदर बस रेडी करके भेजो। कैसे होगा? ठीक है? वर्क क्लाइमेट कल्चर ने इतना पुशबैक दिया कि एम्प्लॉइज़ की लाइफ़ को आप थ्रेटन कर रहे हो यार। कितना प्रेशर रहेगा उनके ऊपर, ठीक है? सर तो ब्लिंकिट में भी अरे ब्लिंकिट में तो रेडीमेड आइटम है ना, जाके पिक करके डिलीवर करना है, ठीक है? तो 10 मिनट का अगर प्रॉमिस किया है, तो उसके अंदर आइटम रेडी करने में कुछ टाइम नहीं गया, है ना? यहाँ पे कुक्ड मील है, तो उसको बनाने में तो टाइम गया। 2 4-5 मिनट तो उसमें चले गए। बाकी राइडर के पास कितना बचा डिलीवर करने के लिए? 5 मिनट। क्या यार, क्या बात कर रहे हो आप? कैसे होगा? ठीक है, बंद करना पड़ गया। ठीक है, चलो ये सब बातें थी, अब अपन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 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 आ जाओ। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली बात हो रही है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करता है, ठीक है, कौन किसके अंडर में वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बेस्ड है, उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा ओपन मैं आपको उसमें से बताता हूँ। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे सबको खुला छोड़ दिया कि भाई जिसको जो काम करना है कर लो, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको बेसिकली एक पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑथोरिटी एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करता है, वो बंदा किसको रिपोर्ट करता है। ये पूरा एक लाइन बनाना पड़ेगा, उसका जो पूरा नेटवर्क होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपैटिबल नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के साथ में, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आपकी स्ट्रैटेजी अचीव नहीं हो पाएगी। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स आपको डोमिनोज पता है ना, डोमिनोज पता है, डोमिनोज की हर सिटी के अंदर एक एक स्टोर है, और बहुत सारे, किसी में मल्टीपल स्टोर्स भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये अज्यूम करो कि जो डोमिनोज है, ठीक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि वो किस तरीके से बेस्ड है, वो किस तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम है, उसका स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, तो आप इमेजिन करो, ठीक है, कि उनका एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, ठीक है, एंड उसके नीचे उन्होंने रीजन बना रखे हैं, इसके अलग अलग जोग्राफीज के, जैसे एक नॉर्थ का रीजन हो गया, ठीक है, एक वेस्ट हो गया, एक साउथ हो गया, एक ईस्ट हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने इस तरीके से सपोज करो डिवीजन बना रखे हैं कि जितने भी लोग, स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। अब इसका हर डिवीजन का एक मैनेजर है, उसको एरिया हेड भी बोल सकते हैं, रीजनल हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसको एक बार के लिए मैनेजर समझ लो, हेड मान लो, ठीक है, मैं हेड लिख देता हूँ। हर एक का एक हेड है, हर एक का एक हेड है, ठीक है। अब उस हर एक हेड के अंडर में सारे स्टोर्स आते हैं, ठीक है। मतलब इस जैसे नॉर्थ के अंदर जितने भी स्टोर्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे मेरी सिटी हो गई अजमेर, इसका स्टोर आ गया, जयपुर का हो गया, जोधपुर के हो गए, मतलब और भी भीलवाड़ा वगैरह जितने भी स्टोर्स हैं, उन हर एक के अंडर में जितने भी स्टोर्स हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है। हर स्टोर का जो जो मैनेजर है, हर स्टोर के अंदर एक मैनेजर साइन होगा कि स्टोर संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, मैं तो तेरे से रिपोर्ट लूंगा। हर एक के अंदर एक बंदा है, ठीक है। हर स्टोर के अंदर, जैसे हमारे शहर में 3-4 स्टोर, ठीक है, तो हर एक का एक बंदा होगा, वो रिपोर्ट करता होगा डायरेक्टली इसको, इस हेड को। इस तरीके का इनका डिविजनल स्ट्रक्चर, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोकेशन वाइज स्प्लिट है। अब जो इसका मैनेजर होगा, उसके अंडर में जितने भी यहाँ के काम होंगे, ठीक है, यहाँ का मार्केटिंग वगैरह, यहाँ की सेल वगैरह, जितने भी आइटम्स यहाँ पे डोमिनोज के सेल हो रहे हैं, वो सब की जिम्मेदारी एक तरीके से इसकी है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस कस्टमर लेके आने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, लेकिन एक तरीके से मैनेज करने की, स्टोर मैनेज करने की जिम्मेदारी इसकी है, ठीक है। अभी सपोज करो जो उसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, जहाँ पे सेंट्रल लोग बैठते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ऊपर ऊपर की बातें करता है, वो एक एक जगह स्टोर थोड़ी चलाने वाला है, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सपोज करो उनको उनको कहीं से मालूम पड़ा कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर ना चोको लावा केक बहुत वायरल हो रहा है, मतलब वायरल हो रहा है चोको लावा के, एक अलग से क्रेज आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर। तो एक काम करो, सबको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अपने को काम करना है कि अपने को चोको लावा केक की सेल्स बहुत ज्यादा पुश करनी है, ठीक है। हर एक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि चोको लावा केक की सेल्स पुश करो, हम तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा बजट भी देते हैं, ये लोग को एक्स्ट्रा बजट, तुम चोको लावा सेल्स को पुश करो, मार्केटिंग करो उसके दबा के, ठीक है। अब तुम सोचो इसके लिए कितना मुश्किल है वो चीज अचीव करना। क्यों? क्योंकि देखो इस हेड के अंडर में अलग अलग स्टोर्स आ रहे हैं, स्टोर मैनेजर्स आ रहे हैं। अब वहां पे कोई एक आइटम थोड़ी बिक रहा है,
ठीक है। इसके अंडर में सारे आइटम आ रहे हैं हर एक रेस्टोरेंट के अंदर के। वहाँ पे पिज़्ज़ा भी बिक रहा है, वहाँ पे इनका बर्गर आता है, पिज़्ज़ा बर्गर आता है, वो भी बिक रहा है। वहाँ पे इनकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बिक रही है, वहाँ पे इनका चोको लावा केक भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसको ये कैसे एंश्योर करेगा कि हर एक रेस्टोरेंट के अंदर जो बंदा है वो चोको लावा केक को पुश करे, हर एक बंदे कैसे पुश करे, ठीक है। सपोज करो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ने सबको टारगेट दे दिया कि तुम्हें अपने चोको लावा केक की सेल्स है उसको 15% बढ़ाना है, तुमको 15% बढ़ाना है, तुमको 15 बढ़ाना है, तुमको 15 बढ़ाना है। ये कैसे इंश्योर करेंगे लोग कि 15-15 बढ़ा रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, हर एक को कैसे बोलेंगे कि तुम एक आइटम की 15-15% बढ़ाओ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये भी पास ऑन करना पड़ेगा। वहीं इसकी ऑन द अदर हैंड एक बार सोचो, एक बार सोच के देखो, जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, HUL जो FMCG प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, बहुत सारे जो अपने सोप्स आते हैं, लक्स आ गया, ठीक है, अपना डव वगैरह हो गए, पियर्स हो गया, सब HUL बनाता है, ठीक है। बहुत सारे आइसक्रीम्स का ब्रांड इसके पास है, क्वालिटी वॉल्स इनका है, क्वालिटी वॉल्स का जो मैग्नम शायद इन्हीं का है, आई गेस क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम इनके अंदर में आती है। इन्होंने सपोज सोचा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज बना रखा है, इनका जो स्ट्रक्चर है कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो अगर इनका जो आइसक्रीम डिवीजन है उसका एक अलग से हेड है, ठीक है, जो आइसक्रीम की सेल्स वगैरह को मैनेज करता है उसके अलग से हेड है, ठीक है। फिर इनका जो सोप डिवीजन होगा उसका एक अलग से हेड है जो उसको सिर्फ सोप को सेल्स को मैनेज करता है, उसकी मार्केटिंग को मैनेज करता है, ठीक है। फिर ये लोग बहुत सारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स भी बनाते हैं, जितने भी अपने डिटर्जेंट्स वगैरह हैं वो भी ये लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर भी उनका एक अलग से हेड है, कैटेगरी हेड है जो इसको मैनेज करता है, उसके सेल्स और मार्केटिंग देखता है। इसके लिए बहुत सिंपल है ये चीज इंश्योर करना कि हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक तरफ, हमें हमारे जो हमारी आइसक्रीम है, एक हमारी मैग्नम है जो, ठीक है, हमें उसकी सेल इंक्रीज करनी है। इनके लिए वो चीज करना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक प्रॉपर अलग से बंदा है जो ये चीज मैनेज करता है, जो आइसक्रीम्स को अलग से मैनेज करता है। आपको सिर्फ उसको डायरेक्टली बोलना है, वो संभालेगा सब कुछ, ठीक है। बहुत ईजी रिपोर्टिंग है, उसको पास ऑन कर दिया, अब वो देखता रहेगा अपना। यहां पे कैसे करेगा, इस बंदे के अंडर में बहुत सारी चीजें हैं, इसको इसको पिज्जा की सेल भी देखनी है, इसको अपने चोकोलावा की भी देखनी है, कितने सारे लोग इसके अंडर में हो जाएंगे। इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये एक एक बंदे को लाके बोलेगा कि स्टोर भाई तूने बढ़ाया नहीं बढ़ाया 10%, तूने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, तूने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये एक बंदा है प्रॉपर जिसका काम यही है, तो आपने सिर्फ इसको बोलना है, अब ये संभालेगा। अब ऑब्वियसली इसके भी नीचे बहुत सारे लोग हो जाएंगे जिसको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली सिंपल है क्योंकि आपके पास एक बंदा बैठा हो जिसका काम ही वही है। यहाँ पे इस बंदे के पास बहुत सारा काम है यार, यही थोड़ी है कि सिर्फ इस एक काम करने बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, देखो अगर आपको 10% बढ़ाना है तो, और उनको भी कितने कितने लोगों से कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही बंदे से कोऑर्डिनेट करना था ना, जो क्वालिटी वॉल्स बना के देख रहा है। तो कंपैरेटिवली इसके लिए एक प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करना सिंपलर है, इजी है, कंपेयर टू जो ये लोग हैं डोमिनोज है। ये होती है स्ट्रक्चर की बात। आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी से मिलना चाहिए, उसको सप्लीमेंट करना चाहिए, वरना क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेस बढ़ जाएंगे, लंबा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? वही चीज इन्होंने यहां पे लिखी है, मैं आपको बताता हूं। आ जाओ अपना चैप्टर नंबर 5, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका इनएफिशिएंट हो जाएगा। सिस्टम्स ऑफ एन इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनइफेक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। कब मतलब इनइफेक्टिव, यानी आपकी स्ट्रेटजी में हेल्प ही नहीं कर रहा आपको, वो इनइफेक्टिव कब होगा, जब आपके टू मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होने लग जाए। देखो कितने कितने लोगों को आपको देखना है, कितने कितने लोगों को मैनेज करना है, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे डोमिनोज वाला इनइफेक्टिव है, एक्चुअल वाला नहीं है, आपको एक ही बंदे को बोलना, बाकी वो देखेगा नीचे, ठीक है। टू मेनी मीटिंग्स इन्वॉल्व्स टू मेनी पीपल। अब आप देखो खुद सोचो, वहां पे डोमिनोज का जो बंदा था, जो नॉर्थ का हेड है, उसको कितने सारे रीजनल मैनेजर, स्टोर मैनेजर को साथ में मीटिंग में बैठाना पड़ेगा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग सब बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा रहे, बढ़ा नहीं बढ़ा। बोले सर हमारे हाथ में नहीं है सर, हमारे को तो और भी प्रोडक्ट देखने हैं सर। लेकिन HUL के बंदे के लिए बहुत सिंपल है, उसको एक आइसक्रीम का पुश करना है तो करना है, बस एक आइसक्रीम है। ओवरऑल आइसक्रीम भी अगर उसको पुश करनी रहे, एक मैग्नम भी करनी रहे, वो कर सकता है, ठीक है। उसके पास इतने सारे लोग नहीं होंगे मैनेज करने के लिए। पहले तो आपने 4 लोग, 4 नॉर्थ, 4 आपने अलग अलग हेड बना दिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि 10% सेल बढ़ जाए आपके चोको लावा की, तो आपको 4 लोगों को मीटिंग में बैठाना पड़ेगा, फिर वो 4 लोग और अपने अपने लोगों को लेके आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। जबकि HUL के केस में ऐसा नहीं है, आपके पास एक ही बंदा है, आप उसको बोल सकते हैं, बाकी वो संभालेगा, उसका काम ही वही है, ठीक है। एक्सेसिव अटेंशन नीडेड इन सॉल्विंग इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ही आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अपना HUL वाला केस था, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आप देखो सोचो, HUL वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी डोमिनोज वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ का बंदा है, ठीक है। इसने इसको बोला कि भाई तू सेल इंक्रीज कर चोकोलावा की, इसको बोला, ये बोलेंगे सर हमारे हाथ में ही नहीं है सर, हमारे हाथ में ही नहीं है।
ये तो काम मार्केटिंग करो आप, तो उसकी पुश करो, हमारे हाथ में ही नहीं है। ये मार्केटिंग वाले पे डाल रहा है सर, हमारे हाथ में ही नहीं है, हम क्या कर लें, उनको खाना ही नहीं है, हम कैसे पुश करें चोको लावा, उनको हमारा चोको लावा अच्छा नहीं लगता है, आपने उनको बताया ही नहीं, बस कस्टमर को चोको लावा बेस्ट हमारा ही है, तो आपकी प्रॉब्लम है। तो डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो रही है, वो बोलेगा तेरा प्रॉब्लम, वो बोलेगा तेरा प्रॉब्लम, वो बोलेगा तेरा प्रॉब्लम नहीं तेरा प्रॉब्लम, एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। ठीक है, मतलब वो जो था ना अपना सीन, ठीक है नहीं, दे दनादन के अंदर मूवी नहीं था, मूवी के अंदर सीन नहीं था वो, कि तूने इसको पैसा दिया, हाँ दिया, तेरे को पैसा मिला, हाँ मिला, तो फिर तू ऐसा क्यों बोला कि मुझे पैसा नहीं मिला तो वो अक्षय कुमार को बीच में आके बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट संभालने पड़े कि भाई किसको, किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, कुछ समझे ही नहीं, तो बहुत ज्यादा इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेसिव स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक बंदे को, मतलब आपको बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अब देखो ना, आपको 10% बढ़ानी है सेल, तो आपको पहले तो 4 आपके रीजनल मैनेजर्स हैं, फिर आपके सिटी वाइज मैनेजर्स, ठीक है, फिर उस सिटी के अंदर जितने स्टोर्स आ रहे हैं उनके अलग अलग मैनेजर, कितना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही 4 लोग हैं, 4 से रिपोर्ट लेते बैठते रहो। ठीक है, टू मैनी अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ही अनअचीव हो रहे हैं। ठीक है, आप इस स्ट्रेटजी के साथ में 10% सेल इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, आप 4-5% कर सकते हो, लेकिन आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि हम 10% इंक्रीज करें, नहीं हो पाएगा। इस स्ट्रक्चर के साथ में डोमिनोज नहीं कर पाएगा, एचयूएल कर लेगा, क्योंकि उसका एक अलग बंदा बैठा हुआ है जो देखता है कि इसकी सेल बढ़े, वो ठीक वो चीज है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग था। ठीक है, कि वहां पे ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट हो रखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज अलग अलग मैनेजर बने हुए थे। ठीक है, तो वो अलग अलग स्प्लिट है कि आपने किसको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इसी को अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि किसके पास कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर में कौन कौन लोग आते हैं, इसी को अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड अपन अभी वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने क्या बोला, कंपनीज फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, मैं सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन बताता हूं, आपको समझ में ही नहीं आती। ठीक है, कंपनीज फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स इंटेंडेड रोल्स, जो भी इसके रोल्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, प्रोसीजर्स, गवर्नेंस मैकेनिज्म, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे रहते हैं, मतलब बेसिकली आसान भाषा में कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसकी सुनता है, कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, कौन कौन से नहीं ले सकता है, वो सब एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको यही लिखनी है, फिर आगे लंबी फेंकी है इन्होंने, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट द कंपनी डज एंड हाउ टास्क आर कंप्लीटेड गिवन द चोजन स्ट्रेटजी। फेंकी लंबी, आपको यहां से समझ में आ गया कि यही है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बोला की प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट और फिट विद द कंपनी स्ट्रेटजी। आपका स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रेटजी के साथ फिट होना चाहिए भाई, अगर मैच ही नहीं कर रहा है तो आपको आप वो स्ट्रेटजी अचीव नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं डोमिनोज उस टास्क को अचीव नहीं कर सकता है, कर सकता है, बहुत इनइफेक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कंट्रोल आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा उसके अंदर, वो इनइफेक्टिव है। एचयूएल के लिए वो चीज इजी हो जाएगी, क्योंकि उसका बंदा है जिसका काम ही वही है, एक प्रोडक्ट को देखना। ठीक है, चलो, तो अब आगे बोलता है कि आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, अगर आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में चेंज किया है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, रिक्वायर्स चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिकॉज क्यों, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज है ना, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज होते हैं, ये डिटरमाइन ही होते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को किस तरीके से डिक्टेट करते हैं, वो बेस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे, इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, अगर आपके जो लोग हैं वो ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड है, तो आप उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का गोल नहीं दे सकते। आपको उनको उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ज्योग्राफी, अगर आपने ज्योग्राफी में डिवाइड कर रखा है तो आपका गोल भी ज्योग्राफी बेस्ड ही होगा। आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई तेरा जो ज्योग्राफी है, वहां से रेवेन्यू के अंदर हमें 10% इंक्रीज चाहिए, ये तेरा गोल है। ठीक है, एंड उस अकॉर्डिंग अपन पॉलिसी बनाएंगे। आप उसको एक प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसका काम एक ज्योग्राफी संभालने का है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट संभालने का थोड़ी है, वो उसमें स्पेशलाइज ही नहीं है। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर एस्टेब्लिश्ड to achieve strategic objectives. Objectives and policies established under a geographical organization structure are expressed in geographic terms. उनको geographic terms में express करना पड़ेगा आपको, अगर आपका स्ट्रक्चर वैसा है तो। और अगर प्रोडक्ट वाइज आपका स्ट्रक्चर है कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मैनेजर्स है, तो आप प्रोडक्ट वाइज बोल सकते हो कि इस प्रोडक्ट का हमें 10% इंक्रीज करना चाहिए, सारे ज्योग्राफीज का अब आप संभालो। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट का हमें 15% चाहिए, आप संभालो सारे ज्योग्राफीज। आपने प्रोडक्ट वाइज आप गोल दे सकते हो, और वहां पे आपको ज्योग्राफी वाइज गोल देना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट वाइज नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, बात सिर्फ वहां नहीं आती, बात रिसोर्स एलोकेशन की भी आती है, यानी आप रिसोर्स यानी बजट, आप कितना बजट दे रहे हो, कितने लोग उनको दे रहे हो, वो भी बेस होगा आपके, वो भी बेस किसके ऊपर होगा, कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से बेस्ड है। अगर आपने ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट कर रखा है, तो आप उसको ज्योग्राफी वाइज बजट दे सकते हो कि इसको हमने इतना बजट दिया, अब आप ओवरऑल संभालो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने चोकोलावा केक की सेल हमें इंक्रीज करनी है, इसके लिए हमने आपको 1 करोड़ पे दिया। कैसे करोगे भाई? वो सिर्फ 1 करोड़ चोकोलावा केक में लगा, आप कैसे इंश्योर करोगे? जब उनका काम ही पूरे रीजन को देखना है तो वो रीजन को देखेगा ना पूरे, वो रिसोर्स एलोकेशन की बात है। आप उससे कैसे इंश्योर करा लोगे कि वो 1 करोड़ सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर ही खर्च कर रहा है? उसके नीचे और भी बहुत लोग हैं यार। ठीक है, स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन कस्टमर ग्रुप्स, देन रिसोर्स विल बी अलोकेटेड इन दैट मैनर। वही चीज जो मैंने बोली, बस इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल कस्टमर ग्रुप्स का कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे छोटा सा चार्ट है, यहाँ पे एक शैंडलर करके बंदा है जिसको ये लोग उठा के आए थे फ्रेंड्स में से। चलो ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी नई स्ट्रेटजी फॉर्म हुई है तो आप न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आपके एमर्ज हो जाएगी, आपकी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एमर्ज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाएगा। अगर वो डिक्लाइन कर रहा है तो आपको न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया तब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, वापस से नई स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर वापस से आपको यही आपका समय का पहिया चलता रहेगा। ठीक है, मतलब आपने स्ट्रेटजी बनाई, फिर प्रॉब्लम आई, फिर आपने स्ट्रक्चर चेंज किया, फिर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, वापस से नई स्ट्रेटजी बनाओगे, तो ऐसे आप चेंज करते रहो। ठीक है, ऐसी ऐसी यहाँ पे उन्होंने कुछ तो बोला है। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप बार बार स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते रहते ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी स्ट्रेटजी आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना कि बार बार आप स्ट्रक्चर चेंज करते रहोगे। अपन बात करेंगे अभी आगे इसके। ठीक है, देखो अब इन्होंने ये जो शैंडलर भैया थे अपने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशनशिप दी है। क्या दी है कि बोलते हैं कि देखो चेंजेस अगर स्ट्रेटजी में हो रहा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड और रीडिजाइन्ड टू फॉलो द परसूट ऑफ स्ट्रेटजी। तो अगर आपने स्ट्रेटजी को जैसे बनाई है तो आपको स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ेगा आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। ठीक है, बट आगे बोलता है कि देयर इज नो वन ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटजी के लिए एक ही पर्टिकुलर ऑप्टिमल है। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी के लिए बेटर है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ठीक है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर आपकी अगर स्ट्रेटजी सेल्स बढ़ाने की है ना तो आप हमेशा यही वाला स्ट्रक्चर चूज करो। नहीं नहीं, डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे बोलता है कि जो सक्सेसफुल फर्म्स होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उनका मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर तरीके से ही होता है। अच्छा, मैंने जो आपको एग्जांपल दिए थे ना डोमिनोज के और एचयूएल के, अपन आगे उसकी बात करेंगे, वो दोनों एक अलग अलग टाइप है, अपन बात करने वाले। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर जो सिमिलर सिमिलर कंपनीज, जो इंडस्ट्री एक के अंदर सिमिलर कंपनीज ही होती हैं, उनका स्ट्रक्चर जनरली सिमिलर लाइंस पे ही फॉलो करता है। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये मैं आपको अभी समझेंगे नहीं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, अपन वो पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, इसको अपन बाद में रिविजिट करेंगे। कि जो एफएमसीजी है उनका मोस्टली डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, जो स्मॉल फर्म्स है उनका यूजुअली फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, मीडियम साइज का डिविजनल, लार्ज फर्म्स का एसबी और मैट्रिक्स। ये आपको भी नहीं समझेगा, अपन आगे आएंगे तब आपको समझ में आएगा, पहले अपन पढ़ लेंगे उसके बाद आप मैट्रिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, वही बोलता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो स्ट्रेटजी चेंज होती है, जिसकी वजह से आपकी, ठीक है, आप डाइवर्सिफाई करते हैं, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं और बिजनेस में कुछ जाते हैं आप। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजीज में चेंजेस आते हैं, इसलिए आपके स्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे करके चेंज होना पड़ेगा। मतलब आप जब बहुत छोटे हो तब से लेकर आप बड़े होते जा रहे हो, तो आपका बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, तब आपका स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते रहने चाहिए धीरे धीरे करके। ये होता भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन एक बार अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए उसके बाद आप बार बार स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, वो बहुत मुश्किल की होती है स्ट्रक्चर चेंज करना, बहुत बड़ी कंपनी के लिए सोचो, 2-2 लाख एम्प्लॉइज किसी कंपनी में होते हैं, वो स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तहस नहस हो जाएगा भाई। 2-2 लाखों की रिपोर्ट, 2-2 लाख लोगों की रिपोर्टिंग चेंज हो जाएगी एकदम से। वहां उस लेवल पे नहीं होता है। हाँ, अगर आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं तो ग्रो करते करते आपके स्ट्रक्चर में धीरे धीरे हल्के हल्के एवोल्यूशन आता है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि जो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बेटर होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो आपकी खराब स्ट्रेटजी अच्छी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, स्ट्रेटजी है, उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा होगा स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रेटजी खराब बनाई है तो गए हो। ठीक है, उसका काम कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके मैनेजर्स ही खराब है, उनको अच्छा नहीं बना देगी स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा खराब प्रोडक्ट को बिकने में हेल्प नहीं कर देगी, जो ऑब्वियस सी बात है, बट ठीक है, इनको ज्ञान देना था तो उन्होंने दिया, अच्छी बात है। ठीक है, लो ज्ञान लो। ठीक है, फिर आगे बोलता है कि स्ट्रक्चर भी स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी चेंज हो तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर की वजह से भी स्ट्रेटजी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला। ठीक है, अगर आपने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर में चेंज करोगे। लेकिन आपका स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर तरीके से है, जैसे आपका डोमिनोज का जो स्ट्रक्चर था उस एक पर्टिकुलर तरीके से बना हुआ है कि हमारे रीजन वाइज डिवाइडेड है, हमारे रीजन वाइज डिवाइडेड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपका स्ट्रक्चर वैसा है। अब आप इनको ये स्ट्रेटजी नहीं दे सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10% इंक्रीज करो।
आपकी स्ट्रैटेजी भी आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रक्चर सूट ही नहीं करेगा ना उस चीज को, स्ट्रक्चर हेल्प ही नहीं करने वाला उस चीज के अंदर, वो चीज। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है, एंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी स्ट्रक्चर बनता है। डिपेंड, सिचुएशन सिचुएशन वेरी करता है, देखना है कि क्या चेंज हो सकता है, वो बात हो रही है। जैसे, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर, अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे स्ट्रक्चर यूजुअली मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे कि हाँ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को चेंज करो। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन डोमिनोज के लेवल के ऊपर, ठीक है, वहां पे स्ट्रक्चर चेंज करना इतना ईजी नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी। देखना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इस टाइम पे, या स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस टाइम पे, इसको चेंज करना ज्यादा मुश्किल है, वो देखा जाएगा, ठीक है, वो बात हो रही है यहाँ पे बस, ठीक है। स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी इफ प्रपोज स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत ही तहस नहस हो जाएगा, ठीक है, इट मे बिकम लेस अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजिक चॉइस, आप ऐसी स्ट्रैटेजी चूज ही नहीं करेंगे जो आपके स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देगी, होगा ही नहीं, ठीक है, डोमिनोज तो करेगा ही नहीं खुराफाती कि हमें 10% इंक्रीज करनी है हर रीजन के अंदर चोकोलावा की सेल्स, हो आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर हैव अ टू वे रिलेशनशिप, ये स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रक्चर को, यानी स्ट्रैटेजी ने बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड स्ट्रक्चर बताएगा कि अच्छा स्ट्रैटेजी कैसी होगी, मतलब जितना चेंज कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर उतना करके स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रैटेजी से चूज कर लो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर में बहुत मैसेज चेंज करना पड़ जाएगा स्ट्रैटेजी के लिए, तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, ना हो पाएगा, ठीक है। अब अपने स्ट्रक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं, देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास अपने सिलेबस में, ठीक है, ये टोटल अपन आठ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 8 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, इनमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन सबसे पहले सबसे सिंपल वाला पढ़ते हैं जिसका नाम ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटा सा जो बिजनेस होता है ना, छोटा सा बिजनेस वो सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पे किसी को रिपोर्ट करने का ऐसा टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा माथापड़ी होती ही नहीं उसमें। देखो, जो अगर आप अपने आसपास कोई भी दुकान वगैरह में जाओगे, ठीक है, कोई भी किराने वगैरह की जो दुकान होगी वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, एक ओनर होता है, ठीक है, जो बैठा होता है दुकान के ऊपर, ठीक है, 2-3 लोग होते हैं उसके अंडर में, 2-3 एम्प्लॉइज़ होते हैं, 2-3 एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है। सपोज़ करो आप फर्नीचर बना के बेचते हो, आप फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर बेचते हो, ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, यूजुअली 5 से 6 लोग रख रखे हैं अपनी इसकी शॉप के अंदर जहाँ पे ये लोग फर्नीचर बनाते हैं, ये लोग फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, ये इनको सेल करता है, कस्टमर्स को अटेंड करता है, ठीक है। हर इंसान यहाँ पे हर काम कर सकता है, ठीक है। इन 5-6 लोगों को ट्रेनिंग दे रखी है कि भाई वो लोग फर्नीचर बनाएँगे भी, ठीक है। इनमें से ही कुछ लोग होंगे जो अगर ये एब्सेंट होगा तो कस्टमर को भी डील कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो कैश भी काउंट कर लेंगे, कैश भी जमा करा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम उसको रिपोर्ट करेंगे, नहीं सिंपल सा काम। एक आदमी ओनर है, सारे एम्प्लॉइज़ हैं, ऐसा भी नहीं कि सबको अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही एकदम स्पेशलाइज़ तरीके से दे दी है कि प्रोडक्शन तो सिर्फ़ तू ही सँभालेगा, ठीक है। कैश मैनेजमेंट सिर्फ़ तू ही सँभालेगा, ठीक है, मार्केटिंग सिर्फ तू ही सँभालेगा, कस्टमर सिर्फ तू ही सँभालेगा, मैं सँभालेगा सब कुछ, मैं सँभालेगा सब कुछ, तुम मुझे सब बस उसमें हेल्प करोगे, हर किसी को हेल्प करना पड़ेगा, बनाने वाले भी ये हैं, ठीक है। अगर इसको लगा कि भाई मैं नहीं हूँ, कस्टमर को अटेंड करना है, इनमें से किसी को बोलेगा कि कस्टमर को आओ अटेंड करो, कस्टमर को अटेंड कर लो, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई बहुत डिवीजन ऐसे बहुत कोई बहुत बहुत ही बहुत सारी लेयर्स नहीं बनी हुई हैं, एक-एक एकदम से डिवीजन नहीं कर दिया है, जैसे कि तू सिर्फ ये देख, तू सिर्फ ये देख, तू सिर्फ ये देख, एंड मैं कहीं पे टाँग नहीं अड़ाऊँगा। नहीं, मैं सब में टाँग अड़ाऊँगा। तुम सब मेरे हिसाब से काम करोगे। ठीक है? सारे डिसीज़न मेरे हैं। तुम्हें एग्ज़ीक्यूट करना, तुम्हें बस मुझे हेल्प करनी है उसके अंदर। ठीक है? ऐसे बनाना क्या है वो भी इनके ऊपर नहीं है। ठीक है? क्या फर्नीचर बनाना है, किस टाइप का बनाना है, वो भी इनके हाथ में नहीं है। वो भी ओनर ओनर बताएगा इनको कि भाई तुम्हें क्या बनाना है ना? कस्टमर को किस तरीके से अटेंड करना है वो भी ये बताएगा। इनके हाथ में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। कंपेयर्ड टू जो मैंने आपको डोमिनोज़ का स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे सोचो आप। ठीक है? क्या लगता है आपको? यहाँ पे सब कुछ इसी हेड सँभालने वाला है भाई। इसके रीजन में क्या होगा, वो सब ये सँभालेगा। कैसे सेल इंक्रीज़ होगी, कितना कैश आएगा, किस-किस को किस-किस एरिया मैनेजर को कैसे हैंडल करना है, वो सब ये सँभालेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। कॉन्स्टेंटली थोड़ी बता रहे हैं ऊपर से कि भाई ऐसा करो, एक-एक चीज़ के अंदर कि ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत फ्रीडम है इन लोगों के पास में। वैसी बात है। तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन हैंड्स हैं। ये सिर्फ़ हेल्प करने के लिए हैं। सारे डिसीज़न, हर चीज़ का डिसीज़न इसके पास है। सेल का भी, ठीक है, मार्केटिंग का भी, प्रोडक्शन का भी, एवरीथिंग इसके हाथ में है। ये सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन हैंड्स है। इसे सिंपल स्ट्रक्चर बोलेंगे। है ना? चलो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ओनर मैनेजर होता है, वो मेजर डिसीजंस लेता है डायरेक्टली एंड सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है।
while employees primarily execute the decisions, वही जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। It is most appropriate for companies following a single business strategy, सिंगल बिजनेस है, फर्नीचर बना रहे, बना के बेच रहे हैं, बस सिंपल खत्म, काम का खत्म, ठीक है। सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, सिंगल जोग्राफिक मार्केट है, एक ही जगह पे दुकान है, एक ही जगह सेल होता है, खत्म। मल्टीपल जगह पे नहीं है अपन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे होंगे तो हर जगह पे आपको अलग अलग मैनेजर रखना पड़ेगा, और फिर आप हर एक जगह पे दखल अंदाजी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप तो एक ही जगह पे हो सकते हो ना, ओमनी प्रेजेंट थोड़ी हो कि मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं हूं हर जगह पे, तो वैसा तो है नहीं। तो आप एक ही जगह पे हो, एक ही लाइन ऑफ बिजनेस में हो, तभी आप ये कर सकते हो, कि तभी आप नजर रख पाओगे हर चीज की, वरना कैसे करोगे आप वो चीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर कंपनीज फॉलोइंग फोकस, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप अगेन छोटा बिजनेस हो जाता है फोकस है तो, ठीक है। चलो, ये आपकी तीन चीजें हो गई, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया बेसिकली, एंड सूटेबल कहां पे वो हो गया, ठीक है। अब आपका मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में लिखना है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, इनको अपन पढ़ेंगे, इनके कुछ एडवांटेजेस हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मीनिंग के अंदर आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन इनमें से कैसे आएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, प्रॉपर एक एमसीक्यू केस स्टडी आ सकती है, बताएगा कि पूछो कौन सा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी आ सकती है, जिसमें बोलेगा कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो एंड उसका मीनिंग बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब लगता है, ठीक है, उसकी सूटेबिलिटी बताओ, ठीक है। या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल बोलेगा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, तो लिख देना ये चारों, ये सब चीजें सिंपल क्वेश्चन भी हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया एकदम, कुछ में कुछ भी एप्लीकेशन नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे याद रखोगे, सिंपल टेक्निक क्रोसिन, ठीक है। जो बाकी के स्ट्रक्चर के अंदर माथा फोड़ी होती है, उसकी दवाई का काम करती है ये सिंपल स्ट्रक्चर, ये क्रोसिन एक तरीके से माथा पच्ची कम कर देती, खत्म कर देती, ठीक है। ये तो क्रोसिन, भाई मैं बता रहा हूँ तुम आरे आरे तेरे कैट डॉग वाले जो तुम वो निमोनिक पढ़ते हो वो याद नहीं आएंगे एग्जाम में, ये एकदम चमकेगा एकदम से कि सिंपल स्ट्रक्चर क्रोसिन एक तरीके से, ठीक है। इसमें सी से क्या होगा, कम्युनिकेशन डायरेक्ट, कम्युनिकेशन डायरेक्ट यानी ये रहा, यहाँ पे फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से एक एक कर, यहाँ से नीचे वाले को बात पहुंचानी है तो पहले इसको पहुंचाओ, फिर उसको पहुंचाओ, फिर ऊपर पहुंचेगी। अरे यहीं बैठा है अपना ओनर, यहीं जाके बोल दो, यहीं खा के थप्पड़ खा के वापस आ जाओ, मालिक सैलरी बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी जा, खत्म, इतने में ही हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन डायरेक्ट, ठीक है। आर से रूल्स, रूल्स फ्यू, यहाँ पे फ्यू रूल्स होते हैं, ठीक है, फ्यू रूल्स होते हैं, लिटिल फॉर्मलाइजेशन होता है, फॉर्मल नहीं है, अरे अपना ही है, अपने घर का ही मैटर है, ठीक है, घर का ही मैटर है, कोई रूल वूल नहीं है, अपन देखेंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओ से ओनर इन्वॉल्व, ओ से ओनर इन्वॉल्व यानी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ओनर मैनेजर का इन डे टू डे ऑपरेशंस, ओनर मैनेजर दोनों साथ में लेते हैं क्योंकि ओनर ही मैनेजर है यहाँ पे, है ना, ओनर ही मैनेजर है यहाँ पे इन डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है। देन आपके लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन, एस से है स्पेशलाइजेशन, क्या स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिटिल है, लिटिल लिटिल स्पेशलाइजेशन, ये लिटिल लिटिल का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जब भी लिटिल जो चीजें होती है ना, जब भी इनके आगे ए अ लगाओ, ठीक है, अ लिटिल अ फ्यू, ठीक है, उसका मतलब पॉजिटिव होता है, जब अ नहीं लिखा हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे अ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स ये नेगेटिव लिटिल है, नेगेटिव लिटिल मतलब ना के बराबर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि हाँ थोड़ा सा है, ये बोला ना के बराबर है, इंग्लिश का बेसिक सा, इनके आगे ये चीज फॉलो करनी पड़ती है, आर्टिकल्स का यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। लिटिल यानी बिल्कुल नहीं स्पेशलाइजेशन, लिटिल स्पेशलाइजेशन टास्क, हर कोई सब कुछ काम कर लेता है, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन, हाँ थोड़ा बहुत तो देखो होगा, जिसको काम मैन्युफैक्चरिंग करने को दे रखा है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन लिटिल इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरा डिपार्टमेंट का काम नहीं कर सकता है, वो सेल भी देख सकता है, वो कैश पे बैठ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे डिसीजन उस डिसीजन उस डिपार्टमेंट के देने को उसी को बोले कि तू इस डिसाइड कर कि प्रोडक्शन कितना होगा, तू ही डिसाइड करके मार्केटिंग कैसे होगी, अरे वो सब ऊपर करने वाला है, सिर्फ एग्जीक्यूशन हैंड है, ठीक है। तो लिटिल स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे। देन आई से है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का क्या है कि यहाँ पे अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड है, कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ठीक है। देन न्यू प्रोडक्ट्स, एन से न्यू प्रोडक्ट्स, कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स बहुत इजीली लेके आ सकते हो आप, उन्होंने डिसाइड किया न्यू प्रोडक्ट है, उसको बोल दिया बना के खत्म करेगा, ऐसा थोड़ी कि 10 लोगों से डिसीजन लेना, पहले पूछना पड़ेगा कि सर ये बना सकते हैं क्या, सर ये प्रोडक्ट लेके आया तो कैसा है, वैसा नहीं है, वहां पूछना पड़ेगा, डोमिनोज के अंदर पूछना पड़ेगा कि अच्छा नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, क्या करें, लॉन्च करें, तो पहले सोचा समझा जाएगा कि जरूरत है कि नहीं है ना। वो चीज यहाँ पे बहुत सिंपल से हो गई, आपके मीनिंग के अंदर आएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, लंबी लंबी फेंकनी है, ठीक है, ये स्मॉल कंपनीज के लिए एडवांटेज है, बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है इसमें एडवांटेज, क्या कि यहाँ पे ओपननेस टू इनोवेशन होती है, ग्रेटर स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी जा सकते हैं, चेंजेस करना ईजी है इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्यों, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो उसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, आप चेंजेस कर सकते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ, ठीक है। आपको लग रहा है आपके पास वाली शॉप ने कोई नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च किया है, इमीडिएटली कल से अपन भी बनाएगा, ऐसा 10 लोगों से पूछना नहीं है, इमीडिएटली फास्टर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। फ्यूअर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं,
इमीडिएटली फ़ोन कर लो मालिक को, ठीक है? ये आपको हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन करने में, स्मॉल कंपनीज़ को हेल्प करता है, ठीक है? यही था बस, ठीक है? अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं ऑब्वियसली, ठीक है? लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये है वीआईपी, ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता किसी को भी, है ना? लिमिटेशन क्या है? ये किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है? किसी के पास कुछ खास काम ही नहीं है, ठीक है? मतलब आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो आप बोल रहे हो वही काम कर रहे हैं। उनके पास कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ही नहीं है कि ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है उसके पास कि अच्छा मैं अपने डिसीजन अपने फंक्शन को मैं सँभालूँगा, मैं मेरे फंक्शन के लिए मैं वीआईपी हूँ, नहीं। जो ऊपर से आएगा वही करने का है। तो ये किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देता, ठीक है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला है वी से वॉल्यूम ऑफ कॉम्पिटिटिवली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देयर इज़ टू मच इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कॉम्पिटिटिवली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो अकेले ओनर मैनेजर को प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना? सब कुछ उसी को देखना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? देन आई से क्या है? आई से अगेन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मोर एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? मतलब एक ही बंदे को तो सारा आपको प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम बोल दिया, देन उसी के अंदर प्रोसेसिंग बोल दिया है। कैसे बनेगा पॉइंट? कैसे बनेगा 3 मार्क का पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है? कैसे बनेगा? 2 पॉइंट तो डालने पड़ेंगे, तो उसी को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही है यार, लेवल पे है ऐसे ही। तुम क्या समझ रहे हो? उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, ठीक है? पी, पी से क्या है? प्रेशर, सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन द ओनर मैनेजर ड्यू टू लिमिटेड स्किल्स, एक्सपीरियंस और टाइम। भाई क्या-क्या करेगा एक बंदा, ठीक है? क्या-क्या करेगा एक बंदा? कितनी चीज़ें संभालेगा? प्रॉब्लम हो जाएगी उस बेचारे के लिए। घर गृहस्थी भी तो संभालनी है ना उसको अपनी, ठीक है? वहाँ से बच्चा फ़ोन करके रो रहा है, पापा मेरा खिलौना टूट गया, और यहाँ पे आपका 4-5 लोगों को तो भाई लिमिटेड स्किल्स, एक्सपीरियंस, टाइम में क्या-क्या संभालेगा वो? एक बंदे को इतने सारे स्किल्स थोड़ी होती है ना? चलो वही बात है। तो बस वही चीज़ है, इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप ग्रो करने वाले हो, जब आप ग्रो करना चाहते हो, ग्रोइंग कंपनीज़ हो, आप और भी प्रोडक्ट्स ऐड करे जा रहे हो, मल्टीपल चीज़ें नई-नई करे जा रहे हो, तो आपको तब आपको स्ट्रक्चर इवॉल्व करना पड़ेगा। आप सिंपल स्ट्रक्चर में वर्क ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देन आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। सपोज़ करो ये जो बंदा है, ये फर्नीचर बेचता है। अभी तक इनका काम सिंपल सा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने बोला सिंपल अपना चेयर टेबल बेचते हैं, सिंपल एक चेयर बेचते हैं, टेबल बेचते हैं, और क्या होता है फर्नीचर के अंदर? सोफ़ा भी बनाते हैं, बेसिक अलमीरा वगैरह भी थोड़ी बहुत दे देते हैं। बेसिक सी चीज़ें बनाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई बहुत कुछ नई-नई चीज़ों में कूदेंगे, ठीक है? अपन अपन ना वॉलपेपर्स भी बना के बेचेंगे, अपन ड्रेसिंग टेबल भी बना के बेचेंगे, अपन मॉड्यूलर फ्रेम्स जो लगते हैं ना दीवारों के अंदर, आजकल पेंट्स की जगह पे लोग पैनल लगाते हैं। मॉड्यूलर पैनल्स लगते हैं अलग-अलग एमडीएफ वगैरह के। हम वो पैनल भी बनाते हैं। सब कुछ बना के बेच भाई कैसे करेगा ये बंदा इतना सब कुछ मैनेज? कैसे करेगा? बोले हम इस सिटी में भी रहेंगे, दूसरी सिटी में भी ऑपरेट करेंगे, यहाँ इस सिटी में ग्रोथ हो गई, अब दूसरी सिटी में जाएँगे, कैसे करोगे इतना सब कुछ मैनेज? तो अब आपको स्ट्रक्चर इवॉल्व करना पड़ेगा जब आप बड़े होना चाहते हो, बिज़नेस आपको ग्रो करना चाहते हो। तो अब अपना जो फर्नीचर बिज़नेस है, हमारे यहाँ एक फर्नीचर है, टाक फर्नीचर। एक है, मतलब कहाँ पे है ध्यान नहीं है, बट मेरे दिमाग में नाम बसा हुआ है पता नहीं क्यों? कहीं पढ़ा हुआ मैंने, टाक फर्नीचर। अभी तो सपोज़ करो टाक फर्नीचर भी यहीं पे था, अब वो एक्सपैंड करना चाहता है अपना टाक फर्नीचर। तो टाक फर्नीचर को अब स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब वो कौन से स्ट्रक्चर में जाएगा? उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है? उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें अभी अपन कूदने वाले हैं, ठीक है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना कौन-सा एंट्री लेने वाला है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है? अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? आपका फंक्शन वाइज़ डिवाइडेड होता है बिज़नेस, ठीक है? मतलब डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? कि अब आपके पास क्या है कि आप देखो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको एम्प्लॉइज़ भी बहुत सारे लगेंगे, ठीक है? तो अभी एक तरीके से क्या हो चुका है, टाक फर्नीचर के पास अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन हो चुकी है कि 60 टू 70 इन्होंने एम्प्लॉइज़ कर लिए हैं। इतनी बड़ी इनका गोडाउन बन चुका है, इतना बड़ा इनका वर्कशॉप बन चुका है, जहाँ पे काम होता है। 60 टू 70 एम्प्लॉइज़ हो चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन्हों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऐसे रैंडम नहीं हो सकता कि जिसको जो देखना है देख लो। तुम प्रोडक्शन भी करो, तुम मार्केटिंग भी करो, इतना इस तरीके से अब काम नहीं हो पाएगा, वरना बहुत ज़्यादा डिलेज़ होने लग जाएँगे काम के अंदर। बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। टाक फर्नीचर के ओनर को भी पेन होने लग जाएगा। वो बोलेगा कि भाई मैं किससे रिपोर्ट लूँ मुझे पता ही नहीं है। किसको बोलूँ ये कस्टमर क्यों लौट के गया? कौन हैंडल कर रहा था? बोलेगा सर वो हैंडल कर रहा था। उसको पकड़ा, बोले सर पहले ही हैंडल कर रहा था। फिर इसने बोला तू देख, फिर इसने मुझे बोला। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है? वही इनइफेक्टिव हो जाएगा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स संभालने लगोगे। वो उसको बोलेगा, कस्टमर को तूने देखा था ना? हाँ, देखा था। फिर तू क्यों बोला कि तूने इसको बोला? सर क्योंकि मैंने इसको बोला। अच्छा इसने तेरे को बोला, फिर तूने लिया ना? हाँ सर मैंने कस्टमर लिया। तो फिर तू क्यों बोला कि तूने लो कस्टमर तेरे से लौट के नहीं गया? तो वही अक्षय कुमार वाला सीन हो जाएगा, तुमको हैंडल करना पड़ेगा इनके बीच में से। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको फंक्शंस डिवाइड करने पड़ेंगे। अब आपको बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, मैं हूँ बॉस, ठीक है? मैं हूँ बॉस, ठीक है? टाक भाई, ठीक है? कौन भाई टाक भाई नाम रख देते हैं अपन, ये बॉस हैं। इन्होंने बोला देख मैं हूँ बॉस, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं जो क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर उसने डाल दिए, नहीं 10 नहीं, 10 कम पड़ जाएंगे भाई क्योंकि बनाना ज़्यादा है ना। उसने डाल दिए 30 एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिर इन्होंने डिसाइड करी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम, जो क्या करेगी, वो डिज़ाइनिंग करेगी फर्नीचर की, कि फर्नीचर दिखना कैसा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने रख दिए 5 एम्प्लॉयज़ कि तुम बस डिज़ाइनिंग का काम देखो, इनको अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइनिंग आती है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का रखा है इन्होंने। फिर उन्होंने रखे मार्केटिंग के बंदे, इनको बोला कि भाई तुम देखो कि कैसे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रखे 5 एम्प्लॉयज़। ठीक है, देन उन्होंने सेल्स टीम रखी, जो क्या करेगी, अपने स्टोर पे आके, जिसके अंदर ये खुद भी हैं, ठीक, खुद भी सेल्स के अंदर बैठते हैं, जहाँ पे ये लोगों ने इन्होंने रखे 5 एम्प्लॉयज़ और, जो क्या करेंगे, कस्टमर्स को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें डिस्टेंस स्प्लिट कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक के पास में सफिशिएंट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। ये मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाले 5 हैं, ये मार्केटिंग वाले 5, ये सेल्स के 5 हैं। हर एक के अंदर एक मैनेजर भी है। ठीक है, इन 30 को ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया, इनके ऊपर एक मैनेजर है, जो देखेगा कि सही से काम हो रहा है, सुपरवाइजर है जो सही देखेगा कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर भी एक हेड है, जो देखेगा कि बाकी 4 लोग सही से काम कर रहे हैं। मार्केटिंग के अंदर भी एक हेड है, जो देखेगा बाकी 4 लोग सही से काम कर रहे हैं। तो सबके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो हर एक के बिजनेस के अंदर दखलंदाजी नहीं देने वाला है। देखो, ओनर जो है वो हर एक को एक चीज बताएगा नहीं कि अच्छा अभी ये बनाना है, ये बनाओ, ये बनाओ, ये से मार्केटिंग करो, नहीं नहीं। अब सबके पास ऑटोनॉमी है। हाँ, अप्रूवल के लिए इसके पास जाएगा कि सर हम ये करने का सोच रहे हैं, अप्रूवल के लिए जाएगा, लेकिन हर एक डिसीजन इसका नहीं होगा। अप्रूवल होगा, कंसल्टेशन होगा, लेकिन हर एक डिसीजन टाक भाई का नहीं होगा। अब एक एक लोग देखेंगे, क्योंकि अब टाक भाई बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, टाक फर्नीचर बड़ा हो चुका है। ठीक है, इसे अपन फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फंक्शन के अंदर आपकी बिजनेस बटा हुआ है, इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। समझा आपको? चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे 3.2.2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप्स टास्क एंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू मेजर बिजनेस फंक्शंस। मेजर बिजनेस फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ये होते हैं जो मैंने बात करी। कौन कौन हो सकते हैं? 4-5 नाम लिख देना, सारे लिखने की जरूरत नहीं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया। यहाँ पे अकाउंटिंग वाला बंदा भी होगा, ऑब्वियसली 2-3 लोग अकाउंटिंग वाले भी रखेंगे, वरना कैश की सेल की अकाउंटिंग कौन करे, वो भी रखना पड़ेगा आपको। मैं मेरे से मिस आउट हो गया एकदम से। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अपना जो डिजाइन वाला था, वो एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है, वो देखता है कैसे कैसे डिजाइन होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोगों को संभालने वाले। ठीक है, इंजीनियरिंग, ये आपके 4-5, ये आपके 7-8 फंक्शन हो गए, और भी होते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग आपको डिपार्टमेंट रखने पड़ते हैं। ठीक है, फंक्शंस रखने पड़ते हैं, लेकिन ये 7 कॉमन है, इनमें से आप 4-5 जो भी आपको याद है आप लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक सीईओ होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ बोलो या मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, देखो ये सीईओ है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अपना टाक भाई है। ठीक है, उनके अंडर में सारे फंक्शंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सीईओ होता है, एमडी होता है, ठीक है, एंड उसके अंडर में नीचे फंक्शंस होते हैं। क्लियर? अब एक चीज समझना, जो थोड़ी सी बड़ी बिजनेस है, जो थोड़े से बड़े बिजनेस हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो टाक भाई है ना, कुछ एम्प्लॉयज पर्टिकुलरली उनके साथ काम करते होंगे, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट स्टाफ। ठीक है, मतलब वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। जैसे वो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन में नहीं है, वो सिर्फ टाक भाई के साथ में काम करते हैं। तो टाक भाई को जरूरत पड़ती है, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे टाक भाई को क्या सबको मैनेज करना पड़ेगा ना, सबको सबको देखना पड़ेगा, हर एक सुपरवाइजर को देखना पड़ेगा, तो वो उसमें उसका हाथ बटाने के लिए है। जो टाक भाई का काम थोड़ा बहुत खुद पे ले ले, उसे कॉर्पोरेट स्टाफ बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो किसी फंक्शन में नहीं काम कर रहे, वो टाक भाई के साथ काम कर रहे हैं, टाक भाई को असिस्ट करने के लिए। समझ गए आप? तो उसको जो काम टाक भाई को करना था, उसमें आपको ये कॉर्पोरेट स्टाफ हेल्प करेगा। ठीक है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब एम्प्लॉइज नीचे ही आ गए, टाक भाई के साथ में भी कुछ लोग होंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया सीईओ है, एमडी है, जिसको सपोर्ट करता है उनका कॉर्पोरेट स्टाफ, विद फंक्शनल लाइन मैनेजर्स इन डोमिनेंट फंक्शंस एज अबव। यहाँ पे हर फंक्शन के अंदर एक मैनेजर होगा, जिसे अपन फंक्शनल मैनेजर बोलेंगे, एंड उसके अंडर में उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे। क्लियर? ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों को वो अपना जो चैप्टर 1 था, उसके अंदर अपन ने जो 3 लेवल वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो याद आ रहा होगा। देखो, वो जो स्ट्रक्चर था, वो हर कंपनी में नहीं होता, वो बड़ी कंपनीज में होता है। ये स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर इवॉल्व करते करते वैसा बनता है। तो वो जो स्ट्रक्चर मैंने 3 वाला पढ़ा था, वो भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा। ठीक है, आगे आएगा, लेकिन यहां पे वो 3 लेवल नहीं है, 2 ही लेवल है। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट, और यही बिजनेस है, यही कॉर्पोरेट है, यही कॉर्पोरेट है, यही बिजनेस है, और ये फंक्शनल लेवल हो गया। क्लियर? इसके एडवांटेजेस क्या है?
ठीक है, इसके एडवांटेजेस को कैसे याद रखोगे? सिंपल भी रख सकते हो, CCSSD। ठीक है, CCSSD क्या है? देखो, क्रेडिट कार्ड या कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, SSD। ठीक है, वैसा याद रख सकते हो, या फिर इसको सिंपल रखने का तरीका, सिंपल मैं बताऊं तो और कैसे इसको याद रख सकते हो कि देखो भाई, आपको ज्यादा स्पेशल डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा स्पेशल डिसीजन नहीं लेना, कंट्रोल करो स्पेशल डिसीजन को। ठीक है, और कम्युनिकेशन सिंपल करो। ठीक है, कंट्रोल करो स्पेशल डिसीजन को, ज्यादा स्पेशल डिसीजन मतलब कंट्रोल करो, कम्युनिकेशन सिंपल रखो, मतलब सिंपल रखो चीजें यार। ऐसा, ये आपका स्टेटमेंट बन गई, 5 ये लाइन, 5 ये वर्ड्स हो गए, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसमें पहले सी से क्या होगा? कंट्रोल है ना, ये पूरा कंट्रोल वर्ड, ये सी से कंट्रोल है। तो पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, कि यहाँ पे जो इलेबोरेट कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी नीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक के ऊपर नजर नहीं रखनी, हर एक बंदा देख रहा है। ठीक है, वैसे ये पॉइंट थोड़ा सा गलत भी है, ये गलत भी है, क्योंकि आप जब ज्यादा डेलीगेशन करते हो ना, तब ज्यादा आपको वो लगता है, कंट्रोल सिस्टम लगता है, ज्यादा कंट्रोल रखने पर, क्योंकि अब आप सारा काम नहीं कर रहे, अब लोग काम कर रहे हैं, अब लोग सही से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम आपको बिठाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है ऑडिट में कंट्रोल्स होते हैं, तो एक तरीके से वो गलत भी है। ठीक है, कि ये मिनिमाइज कैसे कर रहा है इलेबोरेट कंट्रोल सिस्टम, ये बोल सकते हो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है, जो भी आगे आने वाले हैं, उनसे कंपेरेटिवली मिनिमाइज कर देता है। तो उस तरीके से इसको समझ सकते हो आप। ठीक है, कंपेयर टू, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख देना, कंपेयर टू अपकमिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? चलो, तो ये आपका हो गया बात कंट्रोल वाला। अभी एस, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एस पकड़ते हैं अपन, इससे आएगा स्पेशल। स्पेशल क्या है? स्पेशलाइजेशन। यहां पे स्पेशलाइजेशन प्रमोट हो रहा है, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। भाई, एक आदमी एक ही फंक्शन का काम कर रहा है, तो उसमें स्पेशलाइज होता जाएगा धीरे धीरे करके, उसमें वो निपुण होता जाएगा, गुणी होता जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। भाई, जैसे अपने लर्निंग कर्व पढ़ा था ना, अपने एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व समझाता है ना आपको एक्सपीरियंस कर्व के अंदर, कि अगर आप एक ही काम बार बार करोगे तो आप उसके अंदर निपुण हो जाते हो। सॉरी, ऐसा था ना, हाँ, उसमें आप निपुण हो जाते हो। ठीक है, कि पहला को टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा टाइम आपका। वही चीज, उसे लर्निंग कर्व बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे भी आ रही है। आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आप निपुण हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, चलो, स्पेशल देन डिसीजन। ठीक है, फैसिलिटेट्स रैपिड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। एक फंक्शन का मैनेजर है, वो देख लेगा अपने 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 फंक्शन का, बार बार ओनर मैनेजर से नहीं पूछना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, डिसीजन देन सिंपल। सिंपल से मतलब है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर से क्या एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे, सिंपल वो लिख दो, पहला पॉइंट। क्या? सिंपल स्ट्रक्चर से क्या बेटर हो जाता है, वहां पे आप ग्रो नहीं कर सकते, इसमें आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओवरकम करता है ग्रोथ रिलेटेड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर की ग्रोथ को रोकता है, ये नहीं रोकेगा, ये आपको हेल्प करेगा उसके अंदर। ठीक है, सिंपल। देन उसके आगे लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कि इसमें कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है कंपेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर, उतना कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, कि तूने क्यों बोला कि फिट नहीं हुआ, सिंपल, एक डिपार्टमेंट है, उसी के लोग संभाल लेंगे। ठीक है, अपने को रिपोर्ट लेनी सुपरवाइजर से, वो संभालेगा कि किस नीचे किसको डंडा करने का, सुपरवाइजर देगा, मैं तो सुपरवाइजर से पूछेगा, बाकी अपने एम्प्लॉइज को वो संभाले। ये एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, इसके लिमिटेशंस भी हैं 3, वो तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। क्या लिखोगे? अच्छा, मीनिंग वगैरह आएगा तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा, हाँ देखो, इट इज वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट एंड इज जनरली सूटेबल फॉर लार्जर कंपनीज विथ लो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कम होना चाहिए, ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अगर हाई हो गया ना, तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिवीजन प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज बनाना पड़ेगा। फिर आप ऐसा नहीं बना सकते कि फंक्शन वाइज नहीं बना सकते, आपको कैटेगरी वाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट अभी भी कम ही होने चाहिए। हाँ, कंपनी बड़ी हो गई, एम्प्लॉइज बढ़ गए, स्केल बड़ा हो गया बिजनेस का, लेकिन प्रोडक्ट्स कम ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा होते ही डाइवर्सिफाई हो जाओगे, फिर आपको अगले स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, ओपन आने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लिमिटेशन क्या है? भाई देखो, अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ गया है तो उससे एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उससे कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आता है। देखो, एक ही चीज एडवांटेज भी, एक ही चीज डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किससे बात करनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेकिन वही चीज डिसएडवांटेज भी है। क्यों? भाई देखो, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का पता है, प्रोडक्शन वाले को, मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग पता है, वो दोनों आपस में क्या बारे में बात करेंगे? ठीक है, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले को बोलेगा कि भाई देखो, ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता है, बोले बनाना पड़ेगा। कैसे नहीं बनेगा, चाहिए अब कस्टमर्स को, हमें मार्केट करना है ऐसा प्रोडक्ट। बोले नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता, इसमें इतना जल्दी नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। बोले मेरे को कैसे भी करके चाहिए। तो मार्केटिंग, ये प्रोडक्शन माने प्रोडक्शन वाला उसको बोलेगा, अरे इन लोगों को समझता ही नहीं है यार, ये लोग मार्केटिंग वाले को ना, इनको लोग कुछ समझता ही नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमारे को संभालना पड़ता है। मार्केटिंग वाले बोलेंगे क्या नलायक है लोग, बनाना वगैरह नहीं आता है, बनाएंगे तभी तो सेल होगी, समझते नहीं है, एक दूसरे को कोसते रहेंगे।
ये होता है, जैसे डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज़ हो जाता है, आप आर्टिकलशिप में जाओगे, एक ही फर्म के अंदर ऑडिट के अंदर लोग होंगे, एक ही फर्म के अंदर टैक्स के अंदर लोग होंगे। ऑडिट वाला टैक्स को सुनाएगा कि भाई तुम तो आराम करते हो, तुम मज़े करते हो, तुम तो जल्दी पहुँचाते हो घर वाला। टैक्स वाला ऑडिट वाले को बुलाएगा, सुनाएगा कि तुमको लगता है हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो ज़्यादा काम करते हैं, हमारी सीज़न जब आती है तो हम बैठे रहते हैं रात-रात तक। तो ये होता है, एक-दूसरे को कोसते रहते हैं वो लोग, ठीक है? में इम्पीड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? फंक्शनल स्पेशलिस्ट में डेवलप अ मायोपिया समझते हैं ना? नैरो पर्सपेक्टिव, मतलब आँखों की वो बीमारी होती है ना मायोपिया वैसा, ठीक है? जिसमें नज़र नज़र का होता है कुछ तो, ठीक है? नैरो पर्सपेक्टिव मतलब आपकी दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है, दूरदृष्टि खत्म हो जाती है आप, बहुत छोटा सोच रखते हो आप, मतलब नैरो पर्सपेक्टिव रखते हो आप, ठीक है? एंड लूज़ साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। आप कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिशन है, विज़न है, उसको भूल जाते हो। आपको बस रहता है कि अच्छा मेरा मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग करके निकल जाऊँगा। मैन्युफैक्चरिंग करके निकल जाऊँगा। मेरे को क्या मतलब कि कंपनी का एट द एंड तो ऑब्जेक्टिव है कि अपनी सेल बढ़नी चाहिए। कंपनी का एट द एंड ऑब्जेक्टिव कस्टमर सैटिस्फाई होना चाहिए। मेरा तो काम सिर्फ इतना सा है। तो फंक्शनल स्पेशलाइज़ होते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित रह जाती है। आप बिगर पिक्चर देखना छोड़ देते हो। ठीक है? ठीक है? अगर ये चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अच्छा 2 लिमिटेशन थे, तीसरा क्या है? ये चैलेंजेस को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सीईओ और जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है? उनको क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शनल डिसीजन जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है? उनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब जो-जो अलग-अलग फंक्शंस के डिसीजंस हो रहे हैं, उनको आप इंटीग्रेट करो। मतलब आप अलग-अलग फंक्शन को उसको बोलो कि तुम अपना-अपना डिसीजन लो, तुम सबको मैनेज करके, मर्ज करके ओवरऑल कंपनी के बारे में क्या सोचना है, वो मैं देखेगा। क्योंकि उनका विजन तो सिर्फ उनके उनके फंक्शन तक सीमित है ना। उनको थोड़ी पिक्चर है कि अच्छा ओवरऑल बिजनेस लेवल पे क्या हो रहा है। आप उनको बोलो कि तुम अपना देखो, मैं सबको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है? एंड इनके बीच में कोऑर्डिनेट भी कराना हो, तो वो ओनर बोलेगा। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले को बोलेगा तुम लोग बनाओ यार, तुम बनाते क्यों नहीं हो ये लोग? वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो पहले ऊपर ऊपर सीईओ को बोलेगा कि सर हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट हमें इस टाइप का फर्नीचर बनाना पड़ेगा, स्पेशल डिजाइन वाला मार्केट में डिमांड आ रही है। ये उसको बोलेगा, ये बात करेगा नीचे उससे, प्रोडक्शन वाले से। वो डायरेक्टली एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बात हो रही है। ठीक है? ये सॉल्व करने के लिए। आगे और लिखते हैं कवि कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने लग जाएँ, तो अब आप जाओ अगले स्ट्रक्चर के अंदर, कौन-सा? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है? ये प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा कब प्रॉब्लम होने लग जाएगी आपको, जब आप बहुत डाइवर्सिफ़ाई हो चुके हो। आपका बिज़नेस डाइवर्सिफ़ाइड हो चुका है बहुत ज़्यादा। तब जाके आपको इनसे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएँगी आपको। ठीक है? डाइवर्सिफ़ाई इन द सेंस कैसा? जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, कि अब आपने बोला है कि भाई अब हमारे प्रोडक्ट तो बनेंगे ज़्यादा। ठीक है? हम जाएँगे बहुत कैटेगरीज़ के अंदर। अब अपना बढ़ेगा रुतबा शहर के अंदर, ठीक है? अपन बनाएँगे, ये सब तो बना ही रहे हैं अपन, चेयर, टेबल, सोफ़ा, अलमीरा, अभी अपन वॉलपेपर भी बनाएगा, ठीक है? अभी अपन पैनल भी बनाएगा, ठीक है? मतलब जो घरों में पैनल लगते हैं ना डेकोरेशन में, मतलब अच्छी दीवार दिखाने के लिए, पैनल भी बनाएगा अपन, ठीक है? अपन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर भी बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर मतलब स्टैंडिंग टेबल होती है ना, एक बटन दबाया, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर। आपने बोला कि अपन मसाज वाली चेयर भी बनाएगा, ठीक है? अपन सब काम करेगा अभी, अपन बहुत डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, अपन सब काम करेगा। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन अगर आप जा चुके हो, ठीक है? अभी अपन ना कस्टमर को भी सर्व करेगा, जो घर वगैरह रेसिडेंशियल कस्टमर है, उनको भी सर्व करेगा एंड अपन कॉर्पोरेट को भी सर्व करेगा। रेसिडेंशियल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, यानी बिज़नेसेस, कंपनीज़ वगैरह को, ठीक है? जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, उनको अपना चेयर चाहिए होती है, उनकी अलग चेयर बनती है ना, ठीक है? उनकी भाई कितनी महँगी-महँगी होती है उनकी कंपनीज़ के अंदर चेयर। मैं केपीएमजी की चेयर मैंने देखी भी, नीचे जाके देखा ब्रांड कौन-सा है, जाके मैंने सर्च करा, मैं इतनी महँगी चेयर, तो ठीक है चलो। तो उनके जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, उनको कितनी सारी चेयर लगती है, आप सोचो केपीएमजी के ऑफ़िस के अंदर, बिग फोर्स के एक ऑफ़िस के अंदर कितने सारे लोग बैठते होंगे, उनको कितनी सारी चेयर चाहिए होती होगी, उनको कितना सारा फर्नीचर चाहिए। आप उनको भी सर्व कर रहे हो एंड रेजिडेंशियल कस्टमर्स को भी, जो इंडिविजुअल अपने जैसे हैं, जिन्हें घर के लिए चाहिए होता है, उनको भी सर्व कर रहे हो। दोनों की नीड्स एकदम अलग-अलग हैं। इनको चाहिए परफेक्शन, क्वालिटी, प्रोफेशनलिज़्म, इन लोगों को चाहिए थोड़ा सस्ता मिल जाए सर, काम चलाओ, काम चल जाएगा। ठीक है? अब आप ये सब कर रहे हो। अब आप बहुत डाइवर्सिफ़ाइड हो चुके हो। ठीक है? अब नहीं काम चलेगा कि आपने मार्केटिंग के अंदर बंदा रख रखा है, सेल्स के अंदर रख रखा है, प्रोडक्शन के अंदर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रख रखा है। क्योंकि अब क्लैश होने लग जाएँगे। देखो, सेल्स वाला जो बंदा है, ठीक है? एक ही सेल्स सेल्स की जो टीम है, उनको इन सब की देखनी है। उनको ये सारे प्रोडक्ट सँभालने हैं। सेम सेल्स टीम है, उनको सारे प्रोडक्ट सँभालने हैं।
कैसे करेंगे? आपको लगता है क्या जो सेम एक ही टीम के अंदर एक सुपरवाइज़र है, उसके अंडर में टीम है, वो रेसिडेंशियल कस्टमर्स को भी सँभाल लेगी, वो कॉर्पोरेट कस्टमर को भी सँभाल लेगी, ठीक है? मार्केटिंग टीम एक ही है, वो इनको भी पहुँचा लेगी, इन तक भी पहुँच जाएगी, इन तक भी पहुँच जाएगी मार्केटिंग। कैसे हो सकता है? एक ही डिज़ाइन टीम है, वो इनके लिए भी डिज़ाइन कर लेगी, इनके लिए भी डिज़ाइन कर लेगी। दोनों की नीड्स ही अलग-अलग है। दोनों फंडामेंटली एकदम अलग-अलग है। बिज़नेसेस दोनों एकदम अलग-अलग बिज़नेस है ना? मतलब दोनों सेगमेंट अलग-अलग है, दोनों की नीड्स अलग-अलग है, पर प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन दोनों की नीड्स एकदम अलग-अलग हो जाती है। तो अब आप इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर में करोगे तो बहुत इनएफिशिएंसी आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है? ये लोग इतने निपुण नहीं हैं कि दोनों को सँभाल सकें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपकी 2 जो कैटेगरीज़ बन चुकी है रेजिडेंशियल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है? अब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी अब टाक फर्नीचर कैसा दिखता है? ठीक है? यहाँ पे अपने टाक भाई हैं ऊपर। इसका खुद का स्टाफ है, कॉर्पोरेट स्टाफ जो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? इसके कामों में हाथ बटाता है। अब आपको डिवीज़न रखने पड़ेंगे। डिवीज़न 1, डिवीज़न 2। डिवीज़न 1 आपका कौन-सा होगा? रेज़िडेंशियल का। डिवीज़न 2 आपका क्या होगा? कॉर्पोरेट का, ठीक है? रेज़िडेंशियल कॉर्पोरेट का। अब इनके ये आपका डिवीज़न हो चुका है। अब आप समझ रहे हो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ वाइज़ आपने डिवीज़न कर लिया है, ठीक है? अब इनके अंडर में फंक्शनल टीम्स होगी। इसकी मार्केटिंग अलग होगी, इसकी मार्केटिंग टीम अलग होगी, ठीक है? इसकी इसकी सेल्स टीम अलग होगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग होगी, इसकी डिज़ाइनिंग टीम अलग होगी। सिमिलरली यही सेम चीज़ आपको इनके लिए भी लगेगी। इनके लिए अलग लोग होंगे। तो समझ रहे हो आप कि अब ये सेम डिविजन्स इनके अंदर भी हैं, ये सेम डिविजन्स इनके अंदर भी, ठीक है? इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक और फंक्शन लगेगा, वो है कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब क्योंकि ये बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ में आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है? अलग-अलग नाम से हो सकता है कस्टमर रिलेशनशिप, ये किसी कंपनी में किसी दूसरे नाम से बोला जाता है, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे ये फंक्शन, ठीक है? तो अब क्योंकि दोनों की नीड्स एकदम अलग-अलग हो चुकी है, तो आपने इनको डिवीज़न को अलग-अलग सेपरेट कर दिया। ये होता है डिविज़नल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फंक्शनल टीम नीचे है, उसके ऊपर आता है ये डिविज़नल स्ट्रक्चर और इनके ऊपर अपने टाक भाई हैं। क्लियर? समझा आपको? ऐसा काम करता है। अभी आप देखो ना एचयूएल जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो भी डिविज़नल स्ट्रक्चर पे ही वर्क करता है, ठीक है? वो भी डिविज़नल स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलग-अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये उसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है? उसके नीचे उसकी अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसके अंदर आपके आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ठीक है? जो भी वो मंचीज़ वगैरह बनाता है खाने के, वो सब इसके अंदर एफएमसीजी के अंदर आ जाएगा उसका, ठीक है? देन उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कौन? नेक्स्ट उनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसमें क्या आएगा उनके? सोप आ जाएँगे, शैम्पू जो आ जाएँगे वो बनाते हैं, जो उनके फ्रेग्रेंसेस वगैरह आएँगे वो जो भी परफ्यूम वगैरह, डिओड्रेंट वगैरह बनाते हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? देन उनका हाउसहोल्ड एसेंशियल्स यानी घर को क्लीन वगैरह रखना वगैरह मतलब सफाई वगैरह करने में, बर्तन धोने में, कपड़े वगैरह धोने में, जो भी सामान लगते हैं उनका हाउसहोल्ड एसेंशियल्स के अंदर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? सबकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग है, ठीक है? यहाँ पे चॉकलेट और इसको जिस तरीके से मार्केट करना है, चॉकलेट को आइसक्रीम जिस तरीके से मार्केट करना है, उस तरीके से आप हाउसहोल्ड एसेंशियल्स को थोड़ी मार्केट कर पाओगे। यहाँ पे आप बोलोगे मिठाई 99.99% कीटाणु। यहाँ पे आप किसी को आइसक्रीम खाते हुए दिखाओगे कि खाने के बाद बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुँह पूरा चॉकलेटी हो गया है, ऐसा 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 दिखाओगे ना आप, मतलब अलग-अलग तरीके से मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग ब्रेन्स दोनों में अलग-अलग चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से उनका डिवीज़न होता है, ठीक है? और भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? मेरे दिमाग में अभी टॉप में 3 है, तो मैंने 3 बता दी। तो एक्चुअल इस तरीके से बेस्ड है, ठीक है? चलो, अब आपको समझ में आ गया डिवीज़न स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? अब अपन इस पे आते हैं डिवीज़न स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है एज़ अ फर्म ग्रोज़ एंड मैनेजेस अच्छा मीनिंग एंड सूटेबिलिटी पहले आ रहे हैं, ठीक है? एज़ अ फर्म ग्रोज़ एंड मैनेजेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स
डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और मार्केट्स। ठीक है, मार्केट्स जैसे मतलब दो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को मार्केट को एक तरीके से कस्टमर्स भी समझ सकते हैं, मैंने बात करी थी पिछले पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, एक आपका रेसिडेंशियल कस्टमर है, एक आपका आपका वो कस्टमर हो गया कौन सा, आपका कमर्शियल कस्टमर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स, तो अलग अलग मार्केट हो गए ना एक तरीके से वो। ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में बिकम नेसेसरी, ये नेसेसरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आप एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रख सकें, ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें एंड सक्सेसफुली कंपीट कर सकें दोनों ही मार्केट के अंदर। अगर आपने एक ही टीम को दोनों दे दिया ना बाबा ना, नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, उनकी बस में नहीं उतना। ठीक है, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म सेंट्रली एज वेल एज विद इन इंडिविजुअल डिविजन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव का खुद का एक कॉर्पोरेट स्टाफ भी होता है, यानी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी जरूरत सीईओ चीफ सेंट्रल लेवल पे पड़ती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे पड़ती है, ऊपर पड़ती है। ठीक है, आपका जो सीईओ है, टाक भाई है, उनको कुछ फंक्शंस खुद के पास चाहिए, वो नीचे नहीं रहेंगे, वो डिविजन के अंदर नहीं होंगे, उसके साथ में रहेंगे वो। ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरत ऊपर पड़ती है। जैसे उन्होंने क्या दिया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट लीगल। अब जो लीगल फंक्शन है, जो क्या देखता है कि कहीं पे कुछ लॉ का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कुछ एडवोकेट कहीं पे कुछ केस वगैरह हो गया तो लीगल कंप्लायंस वगैरह देखने का काम। इसका इसको आप अलग अलग डिवीजन में सेपरेट आउट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। आपने एक लॉयर रखा, एक एडवोकेट रखा, मतलब ऑब्वियसली टीम होती है, वो देख सकते हैं, वो सारे डिविजन को एक साथ देख सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि अच्छा कॉर्पोरेट की अलग हो एंड आपके रेजिडेंशियल की अलग अलग हो। मतलब आप समझ रहे हो, जो एक्चुअल में ऐसे डिविजन्स हैं जो फर्क पड़ता है, जिनको जिनको जिनका अलग अलग होना जरूरी है कैटेगरी वाइज, उनको हम नीचे रखोगे, उन्हें अपन डिसेंट्रलाइज कर देंगे। डिसेंट्रलाइज यानी मतलब नीचे लोगों के पास है, वो नीचे डिवीजन के अंदर डाल दिया। लेकिन जो ऐसे स्टाफ हैं, जो ऐसे फंक्शंस हैं जो अलग होना जरूरी नहीं है, जो साथ में भी हो काम चल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लीगल स्टाफ, ठीक है, तो वो लीगल सेंट्रल लेवल पे बैठा होगा। ठीक है, फाइनेंस वो अलग अलग होना जरूरी नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है फाइनेंस का? फाइनेंस को दोनों संभालना है, इसका भी संभालना है, अकाउंटिंग संभालना है, इसका भी अकाउंटिंग संभालना है। अच्छा, फाइनेंस के अंदर ही अकाउंटिंग आता है, अगर आप जाओगे ना कंपनीज के अंदर, फाइनेंस के अंदर ही अकाउंटिंग आता है। ठीक है, काफी सारी कंपनीज के अंदर उन्हीं को पैसा लेके आना है, दोनों के लिए लोन वगैरह लेके आने का काम इन्हीं का। सेम ही है, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो जो लेवल्स होंगे, वो जो फंक्शंस होंगे, वो ऊपर ही होंगे, सेंट्रल लेवल पे होंगे। वो अलग अलग डिविजन्स के अंदर अलग अलग नहीं होने वाले, वो उसके साथ में रहेंगे। ठीक है, समझ के आप, वही चीज यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रही है। ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसका खुद का कॉर्पोरेट स्टाफ है, कॉर्पोरेट फंक्शन, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, कॉर्पोरेट लीगल, पीआर। ठीक है, देन ये डिवीजन बन गया, डिवीजन वन, डिवीजन बी। ठीक है, डिवीजन को जो संभालता है उसे अपन जनरल मैनेजर बोलते हैं। याद आ रहा है, पढ़ा चैप्टर 1 में। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन का काम नहीं करता है, उसको सब सब देखना है, उसको सारे फंक्शंस देखने हैं, सब लोग उसी को रिपोर्ट करेंगे। तो इसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, यानी मार्केटिंग की भी होनी चाहिए, प्रोडक्शन की भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की भी होनी चाहिए, इसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। उससे अपन जर्नलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीजों की नजर रखता है, तो उसे जनरल मैनेजर बोला जाएगा। ठीक है, ये भी जनरल मैनेजर डिवीजन बी का, इसके अंडर में भी 3 फंक्शन हो गए। देख रहे हो, आप 3 ही फंक्शन लिखे हैं, क्योंकि ये जो 3 है ये अलग अलग होना जरूरी है दोनों डिवीजन के लिए। बाकी जो कॉमन हो सकते हैं वो कॉमन सेंट्रल लेवल, उनको अपन सेंट्रल लेवल पे रखेंगे, यानी कॉमन रखेंगे सबके लिए, डिसेंट्रलाइज नहीं होगा वो। समझ गया आपको ये चीज? चलो, अब अपन बात करते हैं बेसिस क्या है। डिवीजन जो बनाया आपने, वो डिवीजन के बेसिस क्या हो सकता है? जैसे अपन ने यहाँ पे जो डिवीजन बनाया, वो किस बेस पे बनाया? अपन ने कस्टमर ग्रुप्स के ऊपर बनाया, राइट? कि ये रेसिडेंशियल, ये कॉर्पोरेट, ये कस्टमर ग्रुप्स है। ठीक है, कि रेसिडेंशियल कस्टमर ग्रुप है, ये कॉर्पोरेट कस्टमर ग्रुप है, ये कस्टमर ग्रुप का बेसिस है। एचयूएल का जो था वो किस बेसिस पे था बताओ? ये कस्टमर ग्रुप के ऊपर है कि प्रोडक्ट ग्रुप के ऊपर है बताओ? ये प्रोडक्ट्स के ऊपर है, ये प्रोडक्ट टाइप्स के ऊपर है। ठीक है, कि एफएमसीजी एक बेसिक प्रोडक्ट ही अलग है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट ही अलग है, हाउस होल्ड एसेंशियल्स प्रोडक्ट ही अलग है। कस्टमर सारे सबके सेम ही है। हाउस होल्ड, हम जो इंडिविजुअल लोग हैं, हम सबके कस्टमर्स हैं, कस्टमर फर्क नहीं है, कस्टमर सेम ही है, प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर ग्रुप्स अलग अलग हो गए थे पिछले वाले में। आप बोलोगे सर इनका फर्नीचर भी तो अलग अलग ही होता है। एट दी एंड है तो फर्नीचर ही, एट दी एंड है तो चेयर ही, एट दी एंड है तो चेयर ही। टाइप्स अलग अलग हो गए क्योंकि कस्टमर्स ही अलग अलग हैं, उनकी नीड्स अलग अलग हैं, इसलिए प्रोडक्ट को हल्का हल्का मॉडिफाई करना पड़ा इनके हिसाब से। तो डिवीजन कॉप, आप ये सोच के देखो कि है ना, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज आया है? वो सोच के देखो आप कि प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज आया है या प्रोडक्ट बेसिकली सेम ही है। तो आप बोल पाओगे कि हाँ प्रोडक्ट बेसिकली सेम ही है, तो ये कस्टमर ग्रुप्स अलग अलग हो गए। प्रोडक्ट तो बेसिकली सेम ही होगा ना एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर सेम है या प्रोडक्ट सेम? यहाँ पे कस्टमर सेम है, प्रोडक्ट बहुत एसेंशियली चेंज हो गए। ऐसे सोचोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन बेसिस कौन सा डिवीजन का। ऐसे 2 नहीं 4 बेसिस होते हैं। ठीक है,
आप ज्योग्राफी एरिया से डिवीजन कर सकते हैं, आपका डिवीजन ज्योग्राफी का हो सकता है, जो मैंने डोमिनोज का बात किया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैंने बोला डोमिनोज का वैसा ही है, वैसे तो वैसा ही है, लेकिन ठीक है मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है एग्जैक्ट नहीं बताया था मैंने आपको, वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्ट्रक्चर डोमिनो ज्योग्राफी वाइज ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही होगा ऐसा शॉर्ट नहीं है, और भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ज्योग्राफी एरिया वाइज, ठीक है जो डोमिनोज का मैंने आपको बताया था, ठीक है कस्टमर ग्रुप वाइज जो मैंने आपको बताया अपने फर्नीचर टाक भाई का, ठीक है प्रोडक्ट सर्विस वाइज जो मैंने आपको भी बताया अपने एचयूएल का, प्रोसेस वाइज भी एक करके होता है। ये क्या होता है प्रोसेस वाइज, इस पर भी अपन आगे आएंगे, ठीक है पहले आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि बेसिस क्या होते हैं। तो अब इन बेसिस के ऊपर अपन और बात करेंगे आगे, वही आने वाला है कि जो बेसिस हैं, ये बेसिस के बारे में अपन और चर्चा करने वाले हैं आगे, ठीक है तो अभी आप थोड़ा सा अगर आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, अपन बात करेंगे एक एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर आएंगे उसके ऊपर, ठीक है पहले अपन इन टोटल डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। इंपॉर्टेंट है ये डिविजनल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, फंक्शनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, डिवीजन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आगे एक और आएगा इसके बाद एसबीयू स्ट्रक्चर, वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है क्या है देखो एडवांटेजेस कैसे बात करेंगे अपन इसकी, कैसे याद रखेंगे अपन इसके एडवांटेज, देखो है तो ज्ञान ही, आप समझ चुके हो एडवांटेज क्या होने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन ज्ञान कैसे लिखना है वो अपन कैसे याद रखेंगे। सपोज करो, ठीक है सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बहुत सारे लेवल बन गए ना, एक ऊपर का लेवल फिर एक नीचे फिर एक बीच में, ज्योग्राफी वाइज अलग अलग लेवल बन जाएगा डोमिनोज का, तो यहाँ पे आप डोमिनोज का एग्जाम्पल रखो दिमाग में रखो, एंड सपोज करो डोमिनोज ने कोई आम का कोई आइसक्रीम कुछ आम का कुछ निकाला है, ठीक है आम का प्रोडक्ट निकाला है, आम आम जैसा आम आम पिज्जा के अंदर आम डाल रहे हैं वो लोग, ऐसे समझ लो एक तरीके से आप, ठीक है कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है तो डोमिनोज का लेवल क्या क्या हो गया, एक नेशनल लेवल हो गया, एक कॉर्पोरेट लेवल हो गया, फिर नेशनल लेवल हो गया, फिर लोकल लेवल हो गया, एंड वो हर लेवल के ऊपर आम, एक तरीके से समझ लो ऐसा कुछ एकदम काल्पनिक है, ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ऐसा आपको क्या रखना है, कॉर्पोरेट नेशनल लोकल आम, ठीक है हर लेवल के ऊपर आम है बेसिकली, ठीक है तो आपका कॉर्पोरेट में क्या है, सी, सी से आपके 2 पॉइंट बनेंगे, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 2 पॉइंट बनेंगे, कौन से 2 पॉइंट हो गए, एक तो करियर, एक कंपटीशन, आ जाओ करियर, सबसे पहला सी से करियर, करियर क्या है कि ये करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देता है मैनेजर को, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है, देखो जो बंदा नीचे काम कर रहा है मार्केटिंग में प्रोडक्शन में, ठीक है यहाँ पे काम कर रहा है, इन लोगों के पास में एक वो बेनिफिट है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम प्रमोट होके ऊपर पहुंच सकते हैं, जनरल मैनेजर बन सकते हैं। हाँ उसके लिए ज़रूरत ये भी होगी कि अच्छा आपको मार्केटिंग का काम आता है तो आपको इनका भी काम सीखना पड़ेगा, इनकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है तभी आप जनरल मैनेजर बन पाओगे, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फंक्शनल में है ही नहीं, आप मैक्सिमम अपने 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 फंक्शन के आगे नहीं जा पाओगे आप, है ही नहीं फंक्शन पे, आगे खत्म हो गया, फंक्शन के सुपरवाइजर बन जाओगे बस, आगे क्या करोगे आप उसके उसके आगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, फंक्शन में भी फंक्शनल मैनेजर भी बन सकते हो, और अच्छा काम कर लिया तो आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हो डिवीजन के, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, ठीक है मतलब आपने शायद एसबीआई का स्टोरी सुना होगा ना कि उनका एक एम्प्लॉय था जो एकदम क्लर्क लेवल से स्टार्ट किया था, फिर एकदम ऊपर पहुंचते पहुंचते सीईओ वगैरह बन गया, एक स्टोरी है कुछ ऐसी एसबीआई वगैरह की, ठीक है तो यहाँ पे आपको एक करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर मैनेजर्स, कि आप ग्रो करके आगे जा सकते हो करियर के अंदर, है ना, तो पहले सी से करियर हो गया, दूसरे सी से क्या है, दो है ना स्क्वायर है, दूसरे सी से क्या है कॉम्पिटिटिव, ठीक है क्या कि ये कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे, ये दो के बीच में कंपटीशन होगा, दोनों डिवीजन के बीच में, कि हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, हमें दोनों को एक दूसरे को हम दोनों को एक दूसरे से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है इसके मार्केटिंग मैनेजर को इसके मार्केटिंग मैनेजर से कंपटीशन होगा कि मेरी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, किसकी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो देयर विल बी कंपटीशन, सेम ही लेवल के दो सेम ही काम में दो दो लोग कर रहे हैं तो दोनों में कंपटीशन होगा, ठीक है तो उससे बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, बेनिफिट, हेल्दी कंपटीशन समझो, ठीक है देन नेक्स्ट है नेशनल, नेशनल में एन आता है, एन से अपना हो जाएगा न्यू, ठीक है न्यू से क्या है कि ये न्यू बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स अगर अपने को ऐड करना हो तो इजीली कर सकते हैं, सिंपल है, कैसे, एक नया डिवीजन और बना दो, सिंपल, ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं, इनका काम में कोई तकलीफ नहीं, इनको काम में कोई बाधा नहीं आएगी, सिंपल एक नया डिवीजन और लगा दो, है ना सिंपल हो जाएगा। फंक्शनल में क्या होता, उन्हीं को सिखाना पड़ेगा कि भाई अभी तुम्हें ये भी बनाना है, अभी तुम्हें ये भी मार्केटिंग करनी है, अभी तुम्हें इसका भी डिजाइन करना है, उनके लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है ये हो गया न्यू नेशनल से, देन लोकल से, लोकल से क्या है, लोकली है, लोकल से पॉइंट एल से लोकली है, क्या है कि ये लोकल कंट्रोल देता है लोकल सिचुएशंस का, मतलब लोकल प्रॉब्लम है, लोकल यानी ऐसा नहीं कि खराब प्रॉब्लम है, लोकल यानी कि सिर्फ इस डिवीजन की प्रॉब्लम है, सिर्फ इस डिवीजन की प्रॉब्लम है, अगर इस डिवीजन की प्रॉब्लम है तो इसका मैनेजर संभाल लेगा यार, सिचुएशन लोकल है, डिवीजन की लोकल मतलब जो
थोड़े कम लेवल के ऊपर है, मैक्रो लेवल पर नहीं है, छोटे लेवल के ऊपर है, यानी इस डिवीजन की प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजर संभाल लेगा। हाँ मतलब दूसरों को को और कोई इन्वॉल्व नहीं होने वाला ना, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला, तो ज्यादा टेंशन का माहौल नहीं है। इसका प्रॉब्लम है, ये संभालता हुआ देखेगा इसके कस्टमर्स का प्रॉब्लम। तो लोकल कंट्रोल लोकल जगह पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लोकल सिचुएशंस को लोकल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये लोकल हो गया। देन आर्म, AAM। ठीक है, पहले ए से क्या है, अकाउंटेबल। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है, सबको पता है किसको क्या क्या काम करना है। ठीक है, ये जनरल मैनेजर, ये इस डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसके ऊपर है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा इसी को संभालने का है। तो आप रिपोर्ट मांग सकते हो कि भाई प्रॉफिट कम कैसे है, क्लियरली अकाउंटेबल है उसके काम के लिए, ये क्लियरली अकाउंटेबल है। फंक्शनल में नहीं था, फंक्शनल में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी उसके काम की थी, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग करके निकल जाने का था, ओवरऑल मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको ओवरऑल मतलब है। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हो कि नीचे वाले को सर एक से ही मतलब है ना, उससे अपने को क्या, ये तो संभालने बैठा हुआ है ना बिजनेस को। तो एज अ टाक भाई मुझे तो राहत है ना कि मेरा एक बिजनेस सही हाथों में है, मेरा ये बिजनेस सही हाथों में, मैं उनसे पूछूंगा, दोनों प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, वहां पे नहीं था, वहां पे नहीं था, वहां पे सब मुझे ही देखना था। ठीक है, ये आपको समझा, पहला ए से अकाउंटेबल। दूसरे ए से क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी यहाँ पे एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, यानी अथॉरिटी धीरे धीरे करके डिवाइड होती जाती है। ठीक है, क्या, कि देखो भाई इसके पास इस डिवीजन की अथॉरिटी है, इस डिवीजन के लिए जितने भी डिसीजन है इस बंदे को लेने हैं। ठीक है, मार्केटिंग के डिसीजन सारे इस मार्केटिंग के मैनेजर को लेने हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के सारे इसको लेने हैं, तो सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी डेलीगेटेड है। ठीक है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको इमीडिएटली उसका रिजल्ट दिखेगा, किसी ने कोई खराब काम किया तो उसको उसका रिजल्ट वैसे डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, मैनेजर्स कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर गुड एंड बैड परफॉर्मेंस। फंक्शनल में नहीं था, क्योंकि आप एक फंक्शन कर रहे हो, आप एक फंक्शन में काम कर रहे हो, बाकी ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो ऊपर वाले को हो रहा है, आपको उसका फर्क पड़ ही नहीं रहा। आप बोलो मेरा मार्केटिंग काम है, मैंने मार्केटिंग करके खत्म कर दी, वो तो प्रोडक्ट उसने खराब बनाया था तो उसकी गलती थी। ठीक है, मेरा क्या है, ऊपर वाले को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, इसको डंडा कर सकते हो कि भाई क्या क्या, क्यों प्रॉफिट सही से क्यों नहीं हुआ। बोले सर मार्केटिंग, अरे तेरे पास ही है, मार्केटिंग तेरे को ही रिपोर्ट करता है, क्यों सही से नहीं हुआ। सर प्रोडक्शन, अरे तेरे पास ही है, तेरे पास ही है, क्यों सही से नहीं हुआ। सब तेरा ही है, तू बता क्यों सही से नहीं हुआ, क्यों नहीं बढ़ा प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको एक बंदा है डंडा करने के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो खराब काम किया जहां पे भी हुआ, एक बंदा रिस्पॉन्सिबल बैठा उसके लिए, अच्छा काम किया उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर है कि उसको क्रेडिट मिलेगा उस चीज का। ठीक है, चलो एक दूसरे ए से अथॉरिटी हो गया। देन आखिरी एम से है मोरल। ठीक है, कि इसमें एम्प्लॉय का मोरल बना रहता है। ठीक है, हायर एम्प्लॉय मोरल रहता है देन सेंट्रलाइज फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाता है। मतलब एटलीस्ट आप डिवीजन मैनेजर के बारे में सोचो, इनके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, लोग खुश हैं, मोरल है कि हमारा पूरा यूनिट हम संभालते हैं, प्रॉफिट भी हमारे पास ही है। ऐसा नहीं कि बस काम करके रिपोर्ट करना ऊपर वाले को, नहीं। अच्छा, नीचे वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, नीचे वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, इनके लिए है बस चेंज, जो डिविजनल मैनेजर है ज्यादा खुश हैं। ठीक है, बस उतना। बोलने को तो देखो, पॉइंट ऐड करना तो कुछ भी ऐड करेंगे, एम्प्लॉय मोरल क्या, नीचे वाले तो दुखी है ना यार, उनको तो अपना एक ही काम करना है अभी। ठीक है, चलो, तो हो गया कामों का, ये मेमोरी 7 पॉइंट खत्म। ठीक है, एडवांटेज आ गया तो अब डिसएडवांटेज भी आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बताओ। तो उसके अंदर आप ये 4 रीजन लिखेंगे। और डिसएडवांटेज भी आएगा, तो डिसएडवांटेज एक है, इसके अंदर में 4 रीजन आपके आएंगे ही आएंगे। तो डिसएडवांटेज बोले चाहे आपसे ये पूछे कि महंग क्यों कॉस्टली है, दोनों के अंदर आपको ये 4 पॉइंट आपके आएंगे आएंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन में सबसे पहला क्या है, ये कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, क्योंकि भाई देखो, आप देखो ना यार, दो दो जगह मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दो दो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। देखो जरूरी है, मैंने ना जरूरी नहीं है, लेकिन डुप्लीकेशन हो रहा है ना एक तरीके से, दो दो लोग बैठे हुए सेम सेम ही स्किल कर रहे हैं, दो दो जगह प्रोडक्शन चल रहा है, तो डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है। ठीक है, उस चक्कर में क्या है कि यहाँ पे आपको ईच डिवीजन रिक्वायर्स फंक्शनल स्पेशलिस्ट, सबको फंक्शनल स्पेशलिस्ट चाहिए, सबको मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट चाहिए, तो भाई महंगा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ। वही जो मैंने बोला, डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ हो रहा है, फैसिलिटीज हो रहा है, दोनों की अलग अलग प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, दोनों के अलग अलग। ठीक है, लोग हैं अक्रॉस डिविजन एंड हेडक्वार्टर्स, कुछ लोग सेंट्रल हैं, कुछ लोग बटे हुए हैं नीचे, तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो रहा है। तो जैसे महंगा, देखो दोनों बात एक ही कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है तो दो दो जगह कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। साथ में फंक्शनल स्पेशलिस्ट भी चाहिए आपको हर दोनों के अंदर, यहाँ पे भी मार्केटिंग का हेड चाहिए, यहाँ पे मार्केटिंग का हेड चाहिए, पहले सिर्फ एक ही चाहिए था, तो दो दो लोग चाहिए। तो एक तरीके से एक ही पॉइंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से बताई जा रही है बस। ठीक है, देन दूसरा क्या है, आपको वेल क्वालिफाइड मैनेजर्स चाहिए। वेल क्वालिफाइड, भाई ये वेल क्वालिफाइड होना चाहिए ना बंदा। ठीक है, आपने उसको पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, पूरा डिवीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया,
तो बिना वेल क्वालिफाइड के आप कैसे काम चलेगा? ठीक है, इसका एमबीए करा होना चाहिए प्रॉपर, वो भी जनरल एमबीए। ठीक है, मतलब स्पेशलिस्ट एमबीए नहीं, मार्केटिंग में स्पेशलाइज वगैरह नहीं, जनरल एमबीए। ठीक है, तो वो आपको इसको होना चाहिए। तो ये वेल क्वालिफाइड होना चाहिए बंदा, तभी तो संभालेगा बिजनेस। और वेल क्वालिफाइड है तो उसके लिए आपको सैलरी भी ज्यादा देना पड़ेगा, वो तो लगेगा यार। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको इलेबोरेट हेडक्वार्टर ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम लगता है। भाई कंट्रोल्स तो चाहिए ही चाहिए, जितना डेलीगेशन बढ़ता जाएगा उतना कंट्रोल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आप हर एक के ऊपर नजर तो रख के नहीं बैठे हुए हो, तो आपको कंट्रोल रखने पड़ेंगे कि लोग गलतियां कम करें। कंट्रोल से इंश्योर होगा कि फ्रॉड कम हो, कंट्रोल से होगा कि जिसको जो काम हो रहा है वो उसको काम को अच्छे तरीके से करे। ठीक है, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। जितना डेलीगेशन होगा उतना कंट्रोल सिस्टम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो आपके कॉस्टली क्यों कंट्रोल सिस्टम चाहिए, सिस्टम चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा कि भाई हर कोई अपना काम रिपोर्ट करे, आज डाले कि अच्छा मुझे आज कितना काम करना है एंड कितना काम खत्म किया, वो डेली बेस पे ट्रैकिंग करने के लिए कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे अगर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आप सोचो ना जिस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको अटेंडेंस के लिए भी फेस वो लगाना पड़ता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, कार्ड लगाया जाता है, कार्ड से हो जाए बायोमेट्रिक, आंखें डाल दी उसके अंदर हो जाए, कार्ड लगाया, कार्ड से अटेंडेंस लग गई, तो लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, क्यों? अदरवाइज उसके बिना कैसे मालूम पड़ेगा? एक बंदा होता सिंपल स्ट्रक्चर में, उसको मालूम है आज तो क्यों नहीं आया बे, डिवीजन में कैसे होगा? ऊपर एक बंदा कितने लोगों को देखेगा? ठीक है, कम से कम 1000 लोग के आसपास एम्प्लॉइज होंगे, कैसे संभालोगे आप? ठीक है, तो ये इन 4 वजह से ये कॉस्टली है। ठीक है, अब कॉस्टली है इन 4 वजह से, ये एक लिमिटेशन है कि कॉस्टली है, किस वजह से है वो ये 4 पॉइंट्स है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि देखो डिफरेंट रीजन्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर में रिसीव स्पेशल ट्रीटमेंट, मेकिंग कंसिस्टेंट कंपनी वाइज प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट। मतलब किसी ना किसी को आपको थोड़ा थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाएगा, तो दूसरे को प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं यार उनको तो वो वाला डिवीजन प्यारा है, हमको प्यारा नहीं, उनको ज़्यादा बजट मिलता है, हमको कम बजट मिलता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ होने लग जाएगी। क्लियर? चलो, ये बेसिक एडवांटेज लिमिटेशन खत्म हो गई। अब अपन बात करते हैं कि टाइप्स कौन सी होती हैं। टाइप्स 4 हैं, मैंने आपको बता दी। ज्योग्राफी है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है एंड प्रोसेस है। याद करने का तरीका जीपीसीपी कर सकते हो अगर याद रखना हो तो जीपीसीपी, वरना जरूरत नहीं है, सिंपल है यार। ठीक है, सबसे पहला बाय ज्योग्राफिक एरिया कौन सा वाला था? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डोमिनोज का, उसके लिए, है ना? ठीक है, ये कब अप्रोप्रिएट होता है? जब आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़े नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिक एरियाज। ठीक है, जब आपको अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़े, तब या तो तब ये सूटेबल रहता है। या फिर दूसरा क्या है, जब सिमिलर ब्रांच फैसिलिटीज अलग अलग जगहों पे लोकेटेड होती हैं। सिमिलर ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। अब डोमिनोज का स्टोर सेम ही तो है, ज्यादा फर्क थोड़ी है, थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस आ गया, थोड़ा बहुत मेन्यू में डिफरेंस आ गया, लेकिन मोटा मोटी सेम ही है। अब वो हर जगह पे है, तो आपका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बेटर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर ब्रांच फैसिलिटीज आर लोकेटेड अक्रॉस वाइडली डिस्पर्स्ड एरिया। बैंक का सोचो, बैंक की ब्रांचेस हर सिटी में होती हैं, तो वहां पे भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, अच्छा बैंक का सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसमें जाओगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और उतनी डेप्थ में भी अपन यहाँ पे एटलीस्ट एग्जाम के पास में अभी रिवीजन के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाएगा। रेगुलर क्लास के अंदर अपन लोग इसलिए डेप्थ में जाते हैं कि अच्छा कैसे उसका स्ट्रक्चर बैंक का एकदम अलग हो जाता है, वहां पे मल्टीपल डिवीजन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आप एक तरीके से यहाँ पे डोमिनोज के समझे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा वो चीज। ठीक है, कि आपने अलग अलग जोग्राफी वाइज अलग अलग बना दिया। सिमिलर ब्रांच है ना, इसलिए आपने जोग्राफी वाइज उसके लिए बेटर रहता है। ठीक है, की बेनिफिट क्या है इसका? लोकल पार्टिसिपेशन हो जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी एरिया का रीजन है, ले लेगा उसका रीजनल मैनेजर, वहीं का वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, बार बार ऊपर नहीं आएगा वो। ठीक है, एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। राजस्थान का पूरा एक ही पर्सन है जो संभालता है, रीजनल हेड, वो देख लेगा अपना। ठीक है, देन दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। ये अपन ने किसका देखा था? ये एचयूएल का देखा था अपन ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ये कब होता है? जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज को स्पेशल एम्फेसिस चाहिए होता है। मैंने आपको बताया अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग एम्फेसिस चाहिए। ठीक है, अच्छा वैसे वैसे जो एचयूएल का जो क्वालिटी वॉल थे उसको सेपरेट कर चुका है, वो अब अलग सब्सिडरी बन चुकी है। मतलब एचयूएल एक कंपनी के अंडर अलग अलग सब्सिडरी बन चुकी है क्वालिटी वॉल्स की, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एकदम ही डिफरेंट होता है आइसक्रीम्स का कंपेयर टू जो बाकी चीजों का है। रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बट है तो एचयूएल के अंडर में आया ना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो बात होती है उसका ना जरूरी नहीं कि वो एक कंपनी के ऊपर ही हो। ठीक है, उसका कोई एक डिवीजन, एक कंपनी का एक डिवीजन, एक अलग सब्सिडरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसी कंपनी के अंदर हो। ठीक है, एक अलग सब्सिडरी भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ग्रुप के अंदर भी स्ट्रक्चर लगता है, जरूरी नहीं है कि हर जो डिवीजन है उसके बिजनेस का कंपनी का ही पार्ट हो, अलग अलग सब्सिडरी भी हो सकती है। ठीक है,
ये HUL की बात, जब अलग-अलग प्रोडक्ट को अलग-अलग एम्फेसिस चाहिए, मैंने आपको HUL का बताया था केस। क्या बताया था मैंने? भाई देखो सबकी नीड अलग-अलग है ना, इसकी मार्केटिंग की नीड अलग-अलग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग-अलग है, ठीक है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग-अलग है, इनका अलग-अलग है। ये हर किराना स्टोर पे बिक जाएगा एफएमसीजी प्रोडक्ट। ये हर किराना स्टोर पे मिलेगा आपको? हाउस होल्ड एसेंशियल्स आपको हर किराना स्टोर पे मिलेंगे? नहीं मिलते, हर एक पे नहीं मिलते, ठीक है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी हर एक किराना स्टोर पे नहीं मिलते। सबका सिस्टम अलग-अलग है, सबकी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन अलग-अलग है। अगर आप आइसक्रीम सेल कर रहे हैं, तो आपको कोल्ड चेन फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। कोल्ड चेन यानी भाई गर्मी में बिना कोल्ड चेन के, बिना ऐसे एनवायरनमेंट के जहाँ पे कि ठंडक रहती है, कैसे आइसक्रीमों को बेचोगे? तो आपको पूरा पूरा कोल्ड चेन बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो जब तक कस्टमर तक जब तक रिटेल स्टोर तक जाती है, तब तक इट हैज़ टू बी फ्रिज्ड। उसमें कोल्ड टेम्परेचर में होनी चाहिए। ट्रक्स भी जो उनकी जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें एकदम पूरा वैसा होना चाहिए कि एकदम अंदर ठंडक एकदम चिल हो रखा है अंदर, कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है? इनमें ज़रूरत नहीं है, नहीं है। तो रिक्वायरमेंट ही अलग-अलग है, मार्केटिंग के तरीके अलग-अलग हैं, थॉट प्रोसेस अलग-अलग है, तो आपको इनको अलग-अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि हम ज्योग्राफी वाइज़ अलग रखेंगे। आप नहीं बोल सकते कि अच्छा नॉर्थ के अंदर हमने एक नॉर्थ कर दिया, एक साउथ कर दिया, एक ईस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। अब नॉर्थ वाला सँभालेगा 4 डिविजन्स, एफएमसीजी, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हाउसहोल्ड एसेंशियल्स, ये सँभालेगा ये। अरे नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उस बंदे को इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक बंदे को, कि वो 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ को मैनेज करे, उसके लिए बस की बात नहीं है। आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइज़न करना पड़ेगा। कैटेगरीज़ हैज़ टू बी सुपीरियर, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें ज़्यादा फ़र्क है, सब में बहुत अलग-अलग। उन सबको आप एक बंदे को नहीं दे सकते। समझा आपको? चलो, ये बात है। जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेशल एम्फेसिस, पर्टिकुलरली व्हेन ओनली अ फ्यू प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड व्हिच डिफर सब्सटेंशियली, ठीक है? जब आप कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं जो सब्सटेंशियली डिफर करते हैं, ठीक है? अ फ्यू प्रोडक्ट्स यानी थोड़े प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो पॉइंट उन्होंने लिखा है, ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि HUL बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है? फिर भी डिविजनल स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अ फ्यू होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? बट हाँ, इन्होंने लिखा है तो आप अ फ्यू लिख सकते हैं, ठीक है? वो इन्होंने क्यों लिखा है, उसका लॉजिक है, आगे आप समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है? मैं आप अपन आगे जाएँगे उसकी तरफ। एग्ज़ाम्पल लिख दिया उन्होंने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, ये भी एक एफएमसीजी कंपनी है HUL की तरह, ठीक है? ड्यूपॉन्ट, जनरल मोटर्स इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है? जो जो अलग-अलग बड़ी-बड़ी मशीनें बनाती है, ठीक है? हॉस्पिटल्स के लिए मशीनें बनाती है, अलग-अलग फैक्ट्रियों के अंदर जो बड़ी-बड़ी मशीन लगती है, वो बनाती है। तो ये हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है। तो अब वो जो जिस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके अलग-अलग डिवीजन होंगे कि अच्छा वो हॉस्पिटल के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, हेल्थ केयर के जो हैं, उनका अलग डिवीजन होगा, ठीक है? इंडस्ट्रियल जो बना रहे हैं, स्टील के लिए जो बना स्टील इंडस्ट्री के लिए जो बना रहे हैं, उनका अलग डिवीजन होगा। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अलग होगा उनका, ठीक है? अच्छा, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि प्रोडक्ट तो सेम है, ये तो कस्टमर ग्रुप्स हो गया, कि सर इसको आप नहीं बोल सकते कस्टमर ग्रुप्स हो गया, कि हॉस्पिटल एक अलग कस्टमर ग्रुप हो गया, स्टील एक अलग कस्टमर ग्रुप हो गया। नहीं, नहीं। ये प्रोडक्ट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अलग हो जा रहा है। हॉस्पिटल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम अलग है, उनकी मशीन एकदम अलग है। उनको चाहिए भाई, उनको चाहिए वेंटिलेटर, उनको चाहिए आईसीयू की मशीन है, ठीक है? उनको चाहिए एमआरआई की मशीन है, प्रोडक्ट एकदम अलग है, ठीक है? और जो स्टील के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनें लग रही है, एकदम अलग-अलग है। ठीक है? तो मशीनें ही अलग हैं। अब सर मशीनें तो है ना, अरे भाई एक चेयर, दूसरी चेयर, दोनों सेम दिखती है जो टाक फर्नीचर की थी, ठीक है? क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, रिक्वायरमेंट अलग-अलग हो जाती है, तो आपको उनको मॉडिफाई करना पड़ा, ठीक है? यहाँ पे वो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे एक को चेयर चाहिए, एक को उड़ती हुई चेयर चाहिए, ऐसा समझो, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सेम ही हो गया, बहुत अलग है, एक को एमआरआई चाहिए, एक को मशीन स्टील प्रोसेस करने के लिए चाहिए, तो नॉट की मशीन ही है। ज़्यादा डेप्थ में चले गए, नेसेसरी नहीं, नहीं समझाओ तो छोड़ दो, ठीक है? ठीक है? जनरल मोटर्स, ड्यूपॉन्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, छोटे से एग्जांपल्स हो गए, ठीक है? अच्छा, अपन जो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस पढ़ते हैं ना, वो इसी का पढ़ते थे, एफएम के अंदर पढ़ा है ना अपने ड्यूपॉन्ट एनालिसिस रेशियोज के अंदर, वो इसी कंपनी ने इजाद किया था बेसिकली, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इस प्रोडक्ट वाले के एडवांटेज, दो लिमिटेशन। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे क्लोज अटेंशन मिलता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन्स को, मिल गया ना? एफएमसीजी के अंदर वो मिला ना, HUL के अंदर अलग-अलग को अलग-अलग एम्फेसिस मिल रहा है, ठीक है? ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि डोमिनोज अगर चाहे वो रीजन वाइज डिवाइडेड है, ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड है। अभी आपको समझा, ठीक है, कि मैंने डोमिनोज का कहा था ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर था, लेकिन वो ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड था। HUL भी डिविजनल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो प्रोडक्ट वाइज डिवाइडेड है। तो डोमिनोज के लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज बोलना कि तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करो, क्योंकि ज्योग्राफी वाइज डिवाइडेड है। लेकिन HUL के लिए बोलना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है, ठीक है? अलाउस ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज,
ठीक है, लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे आपको ज्यादा स्किल्ड मैनेजमेंट फोर्स लगेगी। एक प्रोडक्ट के ऊपर जो जो ज्यादा 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 स्पेशलाइज्ड है वो आपको चाहिए रहेगा। भाई आप आइसक्रीम का जो एफएमसीजी के अंदर आप थोड़ी बोलोगे कि मैं आटा बनाने वाले को एक तरीके से एफएमसीजी के अंदर लेके आ जाऊंगा। ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए उसी पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर। ठीक है, एफएमसीजी अपने चिप्स वगैरह हो गया, आइसक्रीम वगैरह होंगी, वैसे देखो आटा बनाने वाला को भी लेके आ सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा स्किल चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, स्किल्ड हो, उसमें उसका एक्सपीरियंस हो, तभी आप उसी को यहाँ पे लेके आ पाओगे। ठीक है, मैं रिड्यूस टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो बनाने को तो कुछ भी बनाएंगे, लेकिन ये तो कहीं पे भी हो सकता है। इसी में क्यों लिखा तुमने, पिछले वाले में भी लिख देते। यू गेट माई पॉइंट ना, जो उन्होंने लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला है डिविजन स्ट्रक्चर बाय कस्टमर। ये कब है, जब आपके जो फ्यू मेजर कस्टमर्स हैं वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। यानी ये समझो कि एक कैटेगरीज हैं, वो अलग अलग कस्टमर कैटेगरीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जैसे एक रेसिडेंशियल है, एक मेरा कमर्शियल हो गया था, ठीक है, कॉर्पोरेट हो गया था मेरा चेयर का, फर्नीचर के बाद टाक टाक फर्नीचर की जब अपन बात कर रहे थे, तो वहां पे चीज इंपॉर्टेंट हो गई थी कि यार ये दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, वरना मिक्स हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है अपन ने कस्टमर कैटेगरीज की बात करी। ठीक है, जो मैंने आपको एचयूएल का जो मैंने आपको टाक फर्नीचर का बताया वो किसका था, वो कस्टमर कैटेगरी था कि रेजिडेंशियल कैटेगरी है, ये कॉर्पोरेट कैटेगरी है। कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जिनके बस हैं ही 5 कस्टमर्स, बस 5 कस्टमर है और 5 से बहुत सारा बिजनेस आता है। ठीक है, हर एक कस्टमर आपको 10-10 15-15 20-20 करोड़ का रेवेन्यू ला के देता है। उसमें आप क्या करोगे, उसमें कस्टमर की टीम अलग कर लोगे। ठीक है, क्या आप बोलोगे एक डिवीजन ए क्या है, डिवीजन ए क्या है, डिवीजन ए सिर्फ कस्टमर ए के लिए ऊपर काम करता है। कस्टमर ए को जो चाहिए उसका सब कुछ ध्यान एक डिवीजन रखेगा। ठीक है, कस्टमर बी को जो चाहिए उसका सारा काम डिवीजन बी देखेगा। कस्टमर सी को जो चाहिए उसका सारा काम डिवीजन सी देखेगा। यहां पे इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है, कस्टमर ग्रुप की नहीं हो रही, कस्टमर की बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इनका कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने यहां पे दिया नहीं है। बाय कस्टमर का मतलब है फ्यू मेजर कस्टमर्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट सर्विसेज। उनको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट चाहिए, अलग अलग तरीके की सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तब आप इसमें कर सकते हो। कस्टमर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, तो आप ये चीज यहां पे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स और ग्रुप्स। ठीक है, इससे क्या होता है, आप इफेक्टिवली केटर कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स को। देखा नीचे ग्रुप्स आ गया ना, कस्टमर ग्रुप्स, ऊपर उन्होंने कस्टमर्स लिखा, नीचे कस्टमर ग्रुप्स लिखा, तो इनको भी क्लियर नहीं था कि हमको ऐसा क्लियर लिखना चाहिए, लेकिन कहना वही चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे हैं, बुक पब्लिशर्स। बुक पब्लिशर्स का अलग अलग रहता है कि उनके देखो कॉलेजेस की बुक्स हमारी अलग डिवीजन में आती हैं। ठीक है, स्कूल की जो बुक्स हमारी अलग डिवीजन में आती है, प्राइवेट स्कूल्स की हमारे अलग डिवीजन में आती है, इनके अलग अलग डिवीजन होते हैं। नॉवेल्स का अलग डिवीजन है, साइंस फिक्शन का अलग डिवीजन है, इनके बुक पब्लिशर्स का वैसा रहता है। एयरलाइंस का भी रहता है कि पैसेंजर एंड कार्गो डिविजन। पैसेंजर यानी जो पैसेंजर्स को ट्रेवल कर रहे हैं, कार्गो यानी जो सामान को ट्रेवल माल को लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का सामान है उसका डिवीजन अलग है, क्योंकि उनकी नीड्स ही अलग अलग है। ठीक है, बैंक्स बैंक्स जो हैं उनका पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन अलग अलग होता है। मैंने इसलिए कहा था बैंक्स का जो मैटर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बैंक्स के अंदर मल्टीपल टाइप के डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं। एक उनका पर्सनल बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन अलग अलग होता है, फिर उनका ज्योग्राफी वाइज डिवीजन भी होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे चल जाता है, इसलिए अपन ने बैंक्स को एग्जाम्पल नहीं लिया था। बट बैंक्स के अंदर ये पर्सनल बैंकिंग अपन जैसे कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बैंकिंग सर्विसेज देते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो उनके डिवीजन ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने ऑडिट जब करी थी तो मैं बैंक की ऑडिट करता था, मैंने वहां पे पर्सनल बैंकिंग जो होती है उसकी ऑडिट करी हुई, इसको अपन रिटेल बोलते हैं, रिटेल बैंकिंग बोलते हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं। मैंने इनकी ऑडिट वगैरह कर रखी है, पूरे डिवीजन की मैंने ऑडिट वगैरह करी है, रिटेल लोन्स की। ठीक है, जब मैं कॉर्पोरेट में था, जब मैं आदित्य बिरला ग्रुप में गया, तो वहां पे हमारे को बैंक्स खुद लोन वगैरह देने आते थे, हम उनसे लोन वगैरह लेते थे, तो वो कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गई, क्योंकि हमको ऐसे आदित्य बिरला ग्रुप को वो लोन देने आ रहे हैं। तब वहां पे जो मैं डील करता था, वहां पे मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग के लोगों से डील करता था, एंड जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मैं पर्सनल बैंकिंग के लोगों से डील कर रहा था, क्योंकि वो मैं रिटेल ऑडिट देख रहा था, रिटेल लोन्स की ऑडिट देख रहा था। तो ये आपके 3 टाइप्स यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बट बैंक्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बैंक्स को भी अपन अगर आप ज्यादा डीप में जाओगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो क्लास वगैरह में अपन रखते हैं, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। देन प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी गुत्थी घूमेगी कि सर प्रोसेस यानी फंक्शंस। ठीक है, कि मार्केटिंग, या आपका सेल्स, कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या आपका प्रोडक्शन, उन्हीं को वो तो अपन फंक्शन में पढ़ के आए। अगर आपके डिवीजन ही प्रोसेस वाइज डिवाइडेड है, मार्केटिंग वगैरह से डिवाइडेड है, तो दोनों में ओवरलैप ही हो गया ना, सेम ही हो गया ना, फर्क क्या है, वो फर्क बस इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ फंक्शनल स्ट्रक्चर
बिकॉज एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू हाउ वर्क इज परफॉर्म्ड, कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। डिस्टिंक्शन क्या है, की डिस्टिंक्शन क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, ठीक है। मतलब उनका काम है सिर्फ अपना काम करके खत्म करो और जाओ, आपको प्रॉफिट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप डिविजन स्ट्रक्चर में आ जाते हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर भी अलग अलग फंक्शन के हिसाब से था, ठीक है, कि मार्केटिंग का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग। सेम ही यहाँ पे डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर जब आ रहे हैं तब भी वही हो रहा है कि इसका डिवीजन अलग, मार्केटिंग का डिवीजन अलग, मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन अलग। तो फर्क क्या है, फर्क है प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी के अंदर। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर था वहां पे प्रॉफिट के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं था, लेकिन जैसे डिवीजन स्ट्रक्चर आप उसको बोलोगे तब हमें प्रॉफिट की अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। डिविजनल प्रोसेस डिपार्टमेंट्स आर इवैल्यूएटेड ऑन दिस क्राइटेरिया, यानी वो अकाउंटेबल हैं प्रॉफिट के लिए। सर कैसे प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे, अभी तो आपने बोला कि वो तो सिर्फ अपने डिवीजन का काम कर रहा है, वो कैसे प्रॉफिट को अकाउंटेबल हो जाएगा। यहाँ पे काम आती है ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग काम आती है यहाँ पे। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग जो होती है वो काम आती है। मतलब एक ही कंपनी के जो लोग हैं, एक ही कंपनी के जो लोग हैं वो जब अपने ही कंपनी के अंदर कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे के यूज में आने वाला है, तो वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग काम में आती है। कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा हम तो इसे बना रहे हैं, नहीं, वहां पे ऐसा हो जाएगा कि एक डिवीजन बोल रहा है कि जो मैं अपनी मार्केटिंग जो बोल रहा है, मार्केटिंग बोल रहा है एक तरीके से मैं मार्केटिंग वाला अपनी सर्विसेज दे रहा हूं सेल्स वाले को, तो मैं उसके लिए तुमसे प्राइस चार्ज करूंगा। तो बेसिकली एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से प्राइस चार्ज कर रहा है, उसे अपन ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। एक ही कंपनी के अंदर है लेकिन अपनी सर्विसेज के लिए दूसरे से प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो एक डिवीजन हो गया मार्केटिंग वाला, उसकी खुद की कॉस्ट भी आ रही है मार्केटिंग करने की, और उसको रेवेन्यू भी मिल रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से, हो गया ना, रेवेन्यू भी आया कॉस्ट भी आया, तो प्रॉफिट बचा ना। वो प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी के लिए मार्केटिंग वाला काम आएगा। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। हर डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर कि हर डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग करता है, तो हर डिपार्टमेंट का एक तरीके से प्रॉफिट आता है, ठीक है। फिर ये सब जब कंसोलिडेट करते हैं आप ऊपर लेवल पे, पूरे ग्रुप का हेड ऑफिस का बनाते हैं, जब पूरे एक साथ बनाते हैं तो अपन इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स को कैंसिल आउट करना पड़ता है ताकि पूरे ग्रुप का, पूरे कंपनी का एक साथ एक तरीके से कितना प्रॉफिट हुआ वो दिख सके। ये काम आती है यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग। एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कोई जरूरत नहीं है आपको समझने की, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं, सिर्फ इतना याद रख ले कि ये की डिस्टिंक्शन है बीच में दोनों के। क्लियर, मैं मिटाई देता हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका डिविजनल स्ट्रक्चर खत्म। अब इसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या चुल मची, इन्होंने एक डाला मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, इसका नाम इन्होंने रखा एम फॉर्म स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें और डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। उन्होंने बस एक अलग नाम बना दिया। इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे ये हर चीज जो लिखी हुई है वो डिवीजन स्ट्रक्चर की है। पता नहीं क्या सूझा कि इन्होंने अलग से बना दिया मल्टी डिवीजन एम फॉर्म स्ट्रक्चर। और बनाया तो बनाया, डायग्राम भी नहीं डाला इसका इन्होंने, डायग्राम है ही नहीं ना अलग से, तो क्या बनाएंगे इसका डायग्राम, डाले नहीं डायग्राम, इसके अंदर डायग्राम नहीं है, देखो नहीं है ना, बाकी सब में डायग्राम इन्होंने डाला है, इसमें नहीं डाला। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको, रुको रुको, ये जो आप देख रहे हो ना डिविजनल स्ट्रक्चर, स्टडी मैट में डायग्राम गलत बनाया हुआ है, ये मैंने करेक्टेड डायग्राम डाला है, ठीक है। वो इनकी बातों से अप्लाई नहीं होता है जो उन्होंने बनाया। फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिपार्टमेंट जो डायग्राम मिलेगा गलत बनाया हुआ है, वो भी इनके पॉइंट उनकी बातों से अग्री नहीं करता जो उन्होंने लिख रखा है। तो ये करेक्टेड डायग्राम है, तो प्लीज अगर आप वहां से चेक कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट ही मिलेगा, तो ये करेक्टेड है, ठीक है। अब एम फॉर्म स्ट्रक्चर का अपन क्या करेंगे, मैं बोलता हूं आप इसको पढ़ लो बस एम फॉर्म को, क्योंकि जो यहां बातें लिखी हुई हैं वो सारी डिवीजन के ऊपर अप्लाई करती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दे रखी होंगी वो यहां दे रखी होंगी। अगर क्वेश्चन डिवीजन स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा तो आपको यहां से पॉइंट उठा के उसके आंसर में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मल्टी फॉर्म में आया ही नहीं आज तक, मल्टी डिविजन स्ट्रक्चर पे आएगा ही नहीं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहां पे लिखी हुई हैं मल्टी फॉर्म के अंदर, वहां पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो पूछेगा कि डिवीजन स्ट्रक्चर का बता दो। जैसे यहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स है, डिवीजन में नहीं लिखी हुई थी, यहां लिखी हुई है, तो क्वेश्चन पूछता है की रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, तो आप ये मल्टीफॉर्म वाले का आंसर लिखोगे क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। पता नहीं बीच में उन्होंने ये दीवार क्यों लगा दी नए टॉपिक की, जबकि इसको इसको खत्म करके अगर ये चालू रखते ना तो ये डिविजन नहीं लगता आपको, आप बोलते ही नहीं कि सर ये जो चेंज हो गया, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो आप बस एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके पॉइंट्स डिवीजन के अंदर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्रिएटिंग सेपरेट डिवीजन, हर डिवीजन को खुद का फंक्शनल हायरार्की होगा, ऊपर भी पढ़ के आए, ठीक है। डिवीजन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, ओपन पढ़ के आए, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, जो ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस था मैंने बात करी, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है, ठीक है, एंड एक्सरसाइज कर रहा है ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर सेमी ऑटोनोमस डिविजन्स,
सेम बात है, शब्द बदल दिए बस, जज्बात जज्बात वही है। ठीक है, वाई वॉज द एम फॉर्म स्ट्रक्चर डेवलप्ड? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई वॉज द डिविजनल स्ट्रक्चर डेवलप्ड, तो वहां पे नहीं लिखा हुआ था ऐसा कुछ भी कि ये डेवलप क्यों हुआ, एम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब एम फॉर्म वाले का आंसर ही डिवीजन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्यों बना, डिवीजन पे अपन क्यों पहुंचे, क्योंकि फंक्शनल के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, बस वही चीजें लिखनी है आपको कि फंक्शनल प्रॉब्लम थी क्या, कि इट वाज डेवलप्ड बिकॉज लार्ज फर्म्स विद डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइंस एंड मार्केट्स फेस्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल प्रॉब्लम्स अंडर अ प्योरली फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बताया भी था कि वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे आपका कॉर्पोरेट फर्नीचर एंड आपका रेसिडेंट कस्टम फर्नीचर अलग अलग हो गया, तो अब एक साथ नहीं मैनेज कर सकते आप। ठीक है, कंफ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज अमंग प्रोडक्ट्स में राइज, प्रोडक्ट्स की प्रायोरिटीज अलग अलग है ना, उसका परफेक्शन है प्रायोरिटी आपके कॉर्पोरेट वाले का कि अच्छी दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, जो रिटेल में जा रही है, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को जा रही है, अपने जैसे लोगों को, उनको जरूरत नहीं है, थोड़ा काम चलाओ भी हो चलेगा। कंफ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज में राइज। ठीक है, कॉस्ट में नॉट बी अलोकेटेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, नहीं हो रही थी। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट को आप कैसे अलोकेट करोगे, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन वाइज अलोकेट हो रही है एक तरीके से। ठीक है, हो जाती है वैसे भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे आप उनका डिवीजन बना दोगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगी कि जितने भी सारी कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, इस डिवीजन में जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी सारी कॉर्पोरेट कस्टमर्स की कॉस्ट है, सारी कॉर्पोरेट डिवीजन की कॉस्ट है, तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन अमंग प्रोडक्ट्स बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप चाहते हो कि हमारे को फोकस ज्यादा करना है कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ऊपर, टाक फर्नीचर को, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो आप उनको कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, सेम ही लोग काम कर रहे हैं दोनों के लिए, आप कैसे उनको बोलोगे ज्यादा फोकस अपना उसके ऊपर रखो, ये जो बजट मैंने आपको दिया है एक्स्ट्रा पैसा, ये आप डालो उसके ऊपर, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि एक ही बंदा है उसी को आपने पैसा दे दिया, अब वो तो जिसकी मर्जी ना, जिसको जहाँ पे खर्च करना है, वो कॉर्पोरेट में भी डाल सकते हैं, रिटेल में डाल सकते हैं, आप कैसे इंश्योर करोगे कि सारा खर्चा वहीं पे हो रहा है, बजट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ जाएगा आपको, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग कर दो डिविजन, इसको जो पैसा दिया वो सारा इसी डिवीजन में जा रहा है ना, इसी कस्टमर्स के लिए जा रहा है, इसमें जो डाला वो सारा इसी में जा रहा है, सिंपल, वही बात हो रही रिसोर्स एलोकेशन की। ठीक है, अब अगेन वापस वही चीज, टॉप मैनेजमेंट में बिकम ओवर इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इशूज, वही मैंने जो बोला अक्षय कुमार वाला, तूने पैसा दिया तो फिर तो ऐसा क्यों लगा देखो पैसा नहीं मिला, वही चीज जो अपने टाक फर्नीचर में भी हो रही थी ना, कि मल्टीपल कस्टमर्स हैं, अननेसेसरी कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स क्या है एमफॉर्म स्ट्रक्चर का, वही है जो वहां पड़ा था। ठीक है, बेनिफिट्स तो कॉपी है, उसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, ये पॉइंट्स थे, इसके भी एडवांटेजेस हैं, ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स है, बस अलग अलग तरीके से वर्ड अलग अलग लिख दिए हैं, तो अगर एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा डिवीजन का तो आप उसी के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ के मत लिखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर वहां का याद नहीं है तो फिर यहाँ के दो तीन लिख सकते हैं, क्योंकि भाषा बदली है बस, मीनिंग वही है। ठीक है, एक्यूरेटली मॉनिटर इंडिविजुअल बिजनेस परफॉर्मेंस, वहां पे था हर बंदा खुद की क्लियर क्लियर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हर बंदा खुद का गुड एंड बैड परफॉर्मेंस देख सकता है, वही पॉइंट हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइज कंट्रोल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन, वहां पे था कंपेटिटिव क्लाइमेट बना के रखता है, सेम ही बात थी। इंप्रूव्स रिसोर्स एलोकेशन, ये नया पॉइंट है। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं वहां पे। एनकरेजेस पुअरली परफॉर्मिंग डिवीजन टू सीक वेज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, कि भाई तुम उनसे सीखो, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वही बात है, कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट की बात हो रही है। ठीक है, बस लिख दिया। इसमें एक नया चीज है जो अलग है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये क्या होता है? ठीक है, आओ बात करते हैं। देखो, जब फर्म लेस डाइवर्सिफाइड होती है, ठीक है, तो डिवीजन कैसे मैनेज होते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स के थ्रू मैनेज होते हैं। मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, जब लेस डाइवर्सिफाइड है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो ओनर मैनेजर है, जैसे अपना टाक फर्नीचर का पुराना वाले पे अपन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब लेस डाइवर्सिफाइड था टाक फर्नीचर पे, हाँ, जब उसका ये अलग अलग फंक्शंस थे चार, इस केस में क्या होता है टाक फर्नीचर के साथ में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि इस बंदे को, ओनर भाई को, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है हर एक फंक्शन की। ठीक है, थोड़ा सा इसको हर एक जगह के, आपको अगर कम डाइवर्सिफाइड है तो उसको अंडरस्टैंडिंग है कि जितने जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, जैसे अपने स्टार्टिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे थे, अपने ये चेयर टेबल सोफा अलमीरा वगैरह बन रहे थे। ठीक है, यही बन रहा है, ज़्यादा 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 बड़े नहीं हुए, एम्प्लॉय ज़्यादा बढ़ गए अपने। ठीक है, 60-70 एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो यहाँ पे जो ओनर था, इसको हर एक के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, चाहे चेयर के अंदर कैसे काम होता है, कैसे बिकती है, कस्टमर्स को कैसे चेयर चाहिए होती है, टेबल में कैसे चाहिए होती है, अलमीरा में क्या चाहिए होता है, इसको सब में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो सारे प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, सारे फंक्शंस की भी हल्की हल्की अंडरस्टैंडिंग इसको है। इसे अपन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोलेंगे, कि हम इन लोगों के, ये लोग जो काम कर रहे हैं, हमें समझता है क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हम समझते हैं, तो हम उनके ऊपर अगर कंट्रोल करना चाहे तो हम उनकी स्ट्रेटजी को असेस कर सकते हैं, है ना।
हम उसकी स्ट्रैटेजी को असेस कर सकते हैं कि नहीं तुम तो गलत कर रहे हो, मेरे को चूना लगा के नहीं जा सकता है, हम असेस कर सकते हैं गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बोलेंगे कि मुझे इनके काम का पूरा पता है, इन्वॉल्वमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं मैं पता लगा सकता हूँ। ठीक है, इसे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैव ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रैटेजीज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद इन सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। ठीक है, अच्छा ये इसको आप वैसा भी बोल सकते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर भी बोल सकते हो कि छोटा सा ही, ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है मुझे दोनों की, इसको आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। ठीक है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर था, तब भी चीज अप्लाई हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे टाक भाई ने 2 डिवीजन के अंदर चले गए थे, तब भी चीज अप्लाई हो सकती है कि हाँ 2 डिवीजन है, दोनों की मुझे थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें कैसा बनता है, इनके मार्केटिंग डिवीजन को मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है इनके बारे में, अंडरस्टैंडिंग है, मैं असेस कर सकता हूँ सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली फर्नीचर ही है। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे पता है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, मैं लोगों के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूँ। लेकिन जब ये बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 7 8 और डिवीजन लग जाएंगे, तब क्या आपको लगता है कि मुझे हर एक की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी? तब नहीं हो पाएगी। ठीक है, तब क्या होगा, मुझे फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे कि भाई अब मैं हर एक की स्ट्रेटजीज को बैठ के असेस नहीं कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियल कंट्रोल लगाऊंगा। एज डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीजेस बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑपरेशंस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट्स। सब लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं एक एक में मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब वहां पे आपको फाइनेंशियल कंट्रोल्स रखने पड़ेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल्स यानी आप उनको बजट अलोकेट करोगे कि देख तुम्हारा ये बजट है, इसी में खर्चा करने का, इसके आगे खर्चा नहीं। ठीक है, आपको हमने जो बजट दिया है वो ये पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी करने के लिए दिया है कि जाके अलग अलग कॉर्पोरेट कस्टमर्स के पास जाओ, उनको हमारे एक एक चेयर सैंपल में दे के आओ, आपको इसके लिए बजट दिया है तो आप इसी में खर्च करें। ठीक है, जाके रोज रोज चेक कर नहीं सकते हो कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, किसको कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं, आपने बजट एलोकेट कर दिया कि भाई इस चीज के लिए अब इसी पे खर्चा करना है। अब वो जब रिपोर्ट, उसके लिए आपको कंट्रोल सिस्टम भी रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, कि कंट्रोल सिस्टम भी जो है वो भी फाइनेंशियल कंट्रोल ही है, कि आपने कंट्रोल ऐसा बिठा रखा है कि जहां पे पता चले कि जिसको जिसके लिए पैसा दिया उसी के लिए खर्चा कर रहा है। ठीक है, फोकसिंग ऑन बजट्स, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस, उनके प्रॉफिट मॉनिटर करोगे, भाई तुम्हारा प्रॉफिट हमने इतना टारगेट दिया था, तुमने क्यों नहीं अचीव किया, दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। परफॉर्मेंस असेस कर रहे हो, डायरेक्टली आप उनके अंडरस्टैंडिंग में असेस नहीं कर सकते हो, इसे फाइनेंशियल कंट्रोल बोला जाएगा। वहां पे तो आप खुद ही इन्वॉल्व थे, ठीक है, आपको पता था सही करें गलत करें, आप टोक सकते थे, अब नहीं कर सकते उतना, तो आपने ओवरऑल डायरेक्शन दे दिया और उसको बजट से, कैश फ्लो से, प्रॉफिट्स की मॉनिटरिंग वगैरह से आप असेस कर लेते हो कि कैसे। अब सोचो ना यार, आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके कितने सारे बिजनेस हैं, इसको सिर्फ डिवीजन के ऊपर मत सोचो, आदित्य बिरला ग्रुप कितने सारे बिजनेस हैं, स्टील का है, फैशन का है, आईपीएल की टीम है, पेंट्स का है, कितने सारे, आपको लगता है उनके चेयरमैन के पास, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला के पास में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी उन सर के पास में कि वो हर एक बिजनेस के अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे? नहीं होती यार, नहीं होती। मतलब ऑब्वियसली अपन से बहुत बेटर है, लेकिन एक एक के अंदर क्या क्या काम चल रहा है डेली बेसिस के ऊपर, नहीं है उतनी अंडरस्टैंडिंग, कोई नहीं रख सकता। तो वहां पे आपको फाइनेंशियल कंट्रोल्स रखने पड़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, वो ये है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम भी आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं है, बट दैट इज नॉट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। आप यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल रख रहे हो एक तरीके से। ठीक है, चलो, however financial controls focus primarily on financial outcomes and work best when divisional performance is largely independent of other divisions। तो मतलब वही बोल रहा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल रखने के लिए, जब आपको फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए हो, तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हर एक डिवीजन है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी उसकी परफॉर्मेंस उससे उससे डिराइव हो रही है, कोई दूसरा डिवीजन उसको अफेक्ट नहीं कर रहा हो, तभी बेटर है। क्योंकि आप देखो ना, आप हर एक को उनका प्रॉफिट असेस कर रहे हो, उनकी कैश फ्लोज असेस कर रहे हो, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हो, ये देखने के लिए कि वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वहां पे आप उनकी स्ट्रेटजी असेस कर रहे हो, यहाँ पे उनकी स्ट्रेटजी असेस कर रहे हो कि तुम सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप नहीं कर सकते वो चीज, आप उनके प्रॉफिट से असेस करोगे कि भाई उनकी स्ट्रेटजी सही थी कि नहीं थी, क्योंकि आपको एक ही चीज में तो नजर रख नहीं सकते, आप टाइम नहीं इतना। तो प्रॉफिट रिपोर्ट करो सीधे, क्वार्टरली एनुअली प्रॉफिट्स आएंगे, आपके रिपोर्ट्स आएंगे, आपके हमारे पास कैश फ्लोज का स्टेटमेंट आएगा, उससे हमें मालूम पड़ेगा आपने सही काम किया नहीं किया। दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, अब ये तब हो पाएगा जब हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस सिर्फ उसी के हाथ में हो। ऐसा नहीं है कि एक डिवीजन की परफॉर्मेंस दूसरे डिवीजन के ऊपर अफेक्ट कर रही है, वरना बोलेगा सर मेरा गलती नहीं है, उसका गलती है, सेंस ही नहीं बनेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल फेल कर जाएगा। तो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा रहे, उसके लिए होना चाहिए कि हर जो डिविडेंड है, हर जो डिवीजन है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से जन्म हुआ किसका, हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का, विच इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, मतलब कॉम्प्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, ज्यादा चांस रहता है उसका पूछे जाने का, तो ये कॉम्प्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसबीयू स्ट्रक्चर।
अब एसबीयू का कैसा दिखता है? ताक भाई के पास वापस से चले, ताक भाई के पास वापस से चले। देखो, ताक भाई अब बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है? ताक भाई अब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। टाक फर्नीचर जो था, वो अब टाक फर्नीचर रहा ही नहीं। टाक भाई इतने बड़े हो गए हैं कि अब टाक फर्नीचर रहा ही नहीं। अब वो बन गया टाक इंडस्ट्रीज। अब उनके पास बहुत सारे बिजनेस, अब सिर्फ फर्नीचर नहीं संभालते, ठीक है? वो जैसे अपने उदय भाई का था ना, कि संजना एयरलाइंस, संजना टेक्सटाइल्स, बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है हमारा। वैसा हो चुका है। तो अभी टाक इंडस्ट्रीज के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस आ चुके हैं, ठीक है? ये इतना फैल गए कि इन्होंने इन्होंने फर्नीचर के साथ में, इनका फर्नीचर इतना सही चला, ठीक है, कि इन्होंने बोला अब तो फर्नीचर में हम पेंट भी बनाएंगे। हमारा पेंट का बिजनेस भी है, ठीक है? घर के अंदर पेंट लगता है, घर के अंदर पाइप भी लगता है, तो हम पाइप भी बनाते हैं। पाइप यानी जो पानी के वगैरह के रहते हैं ना, कि सब कुछ पूरे घर के अंदर पाइप्स कितने सारे होते हैं, यहाँ से वहाँ तक पानी जाने के लिए पाइप लगते हैं, ठीक है? पाइप्स बनाते हैं, ठीक है? फिर फिर हम लोग सीमेंट भी बनाते हैं। देखो, फर्नीचर से शुरुआत कर रहे थे, कहाँ-कहाँ नहीं फैला हुआ जैसे एकदम, ठीक है? हम लोग सीमेंट भी बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक नहीं, हम घर ही बना रहे हैं अब तो, हम तो रियल एस्टेट में भी घुस गए। कितने सारे बिज़नेस हो गए, सोचो, सोचो, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, आप स्टार्टिंग में जो बना रहे थे, फर्नीचर के अंदर क्या बना रहे थे आप? आप बना रहे थे एक तो आपका कंज़्यूमर कंज़्यूमर फर्नीचर था, ठीक है? देन आपका कॉर्पोरेट का फर्नीचर था, ठीक है? पेंट के अंदर भी होता है, पेंट के अंदर भी जो एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट होता है, वो अलग होता है। देन एक रिटेल सेगमेंट जो होता है वो अलग होता है, यानी अपन जैसे लोग। तो ये सब जगह पे है, ठीक है? ये सेम चीज़ रियल एस्टेट में भी रहेगी, कि आपका रिटेल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग अलग है। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ ऐसी रहेगी, रिटेल एंड इंडस्ट्रियल। तो मुझे एक बात बताओ, आप सोचो, ठीक है? पहले क्या था? पहले आपका डिविजन्स क्या थे? रेसिडेंशियल फर्नीचर, कॉर्पोरेट फर्नीचर, ठीक है? धीरे धीरे करके आप फैलते गए, ठीक है? आपका डिवीजन कौन कौन से आते गए? आपका फिर आ गया रिटेल पेंट्स आ गया, ठीक है? फिर आपने इंडस्ट्रियल पेंट भी ऐड कर दिया, फिर आपने पाइप्स का भी ऐड कर दिया, फिर आपने सीमेंट का भी ऐड कर दिया, फिर आपने रिटेल रियल एस्टेट भी कर दिया, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट भी कर दिया, ठीक है? अब अगर आप सोचो, ठीक है? अभी मैंने क्या किया है? अभी मैंने फर्नीचर के नीचे 2 लोग रखे हैं, ठीक है? सोचो अगर मैं फर्नीचर के नीचे 2 नहीं रखूँ, मैं इन दोनों को ही अलग-अलग कर दूँ तो? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टाक इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? यहाँ पे एक अपना हो गया कंज्यूमर फर्नीचर, देन अपना कॉर्पोरेट फर्नीचर, देन कंज्यूमर पेंट्स, कॉर्पोरेट पेंट्स, देन आपका सीमेंट था वो कॉमन रख देते हैं अपन, उसमें भी वैसे अलग-अलग होता है, ठीक है, ठीक है। देन आपके रियल एस्टेट के अंदर अलग-अलग थे। रियल एस्टेट के अंदर भी आपका था रिटेल रियल एस्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, ठीक है। आपके ये सारे डिविजन्स बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो टाक इंडस्ट्रीज़ के जो अपने मालिक थे, कौन थे? टाक भाई। मुझे बताओ, इन हर एक डिवीज़न का एक अलग-अलग बंदा भी रिस्पॉन्सिबल है, जो बस इसके लिए देखता है, ठीक है? जो इसके लिए देखता है, इस पर्टिकुलर डिवीज़न को सँभालता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, टाक भाई को एट द एंड इन सबको मैनेज तो करना ही है। इन सब की जो इनके जो रिपोर्ट्स वगैरह आएँगी, इनके जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे, इनके जो बजट्स वगैरह हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं, वो सबका असेसमेंट तो करना ही है, ठीक है? ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी तो ऊपर ही बन रही है ना। यहाँ पे जो डिसीजंस हो रहे हैं, उसे अपन बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है? उनके नीचे फंक्शन से अलग-अलग फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हो जाएँगी। लेकिन ये सारे बिज़नेसेस को मैनेज करने का काम भी तो एक तरीके से ताक भाई का ही है,
मतलब इन सबको ओवरव्यू करना, सुपरवाइज करना, इन सबको डायरेक्शन देना, ठीक है, वो टाक भाई का ही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टाक भाई इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस को हैंडल कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते। वो बोलेंगे यार इतने सबको मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत सारी ज़्यादा, मेरी लेयर बहुत बड़ी बन चुकी है, मैं इतने सारे लोगों को नहीं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे टाक भाई बोलेंगे कि मैं बीच में एक लेयर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसको अपन बोलेंगे क्या, एसबीयू लेयर। एसबीयू लेयर क्या करती है, रिलेटेड बिजनेसेस को हम एक यूनिट के अंदर डाल देंगे। रिलेटेड बिजनेस कौन से हो गए, जो बिजनेस रिलेटेड हैं उनको हम एक यूनिट के अंदर डाल दें। ठीक है, अब देखो इन सबका जो स्ट्रैटेजी एलोकेशन है, रिसोर्स एलोकेशन है, टाक भाई को देखना है कि इन सबको पैसा कितना जाना चाहिए। बजट तो हम ही देंगे, ऊपर से पैसा तो हम ही भेज रहे हैं। इन सबकी जो ओवरऑल सुपरविजन है हम ही को करना है। इन सबको अलग अलग देख, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इन सबका अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे टाक भाई ने क्या बोला, यहाँ पे अपन एक अलग से नई लेयर ले आते हैं, जिसे अपन बोलेंगे एसबीयू। एसबीयू एसबीयू क्या होती है, ग्रुपिंग होती है बिजनेसेस की, ग्रुपिंग होती है। वो बोलती है कि देखो ये इतने सारे फैल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, 7 अलग नहीं संभालेंगे, इनको ग्रुप करके 3 में बांट दो, इनको ग्रुप करके 3 में बांट दो। यानी मैं यहाँ पे एक ऐसी नई लेयर लेके आ जाऊंगा जिसमें सिर्फ 3 ही होंगे जो मुझे मैनेज करने होंगे। कैसे, आप बोलोगे कि देखो ये जो दो हैं ये तो एकदम मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ये तो एकदम मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो इनको अपन ने बोल दिया एक एसबीयू, SBU1 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनको अपन ने एक SBU बोल दिया, क्या, SBU2। ये अपना अलग अकेला है, इसके पास नहीं इसके ज़्यादा मिलता जुलता कुछ भी। ये जो रियल एस्टेट है ये दोनों एक ही में आ गए, मिलते जुलते हैं, तो इनको हमने बोल दिया SBU2। तो अब आपके पास क्या हुआ, और ये जो अकेला है इसके साथ में कोई बैठा नहीं ग्रुप के अंदर, तो ये अकेला ही एक SBU बन जाएगा, SBU3, ये SBU4। ठीक है, तो अब जहां आपके पास 7 चीजें थी मैनेज करने के लिए, अब आपको 4 देखनी है। ठीक है, आपको SBU1 देखना है जो फर्नीचर का है, SBU1 फर्नीचर का हो गया, SBU2 किसका हो गया, पेंट्स का हो गया, SBU3 सीमेंट का हो गया, SBU4 आपका किसका हो गया, रियल एस्टेट का हो गया। अब आपके पास 4 चीजें हैं देखने के लिए। ठीक है, अब इन SBU के अंदर आपके अलग अलग बिजनेस हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब हुआ क्या, जो डिविजन्स थे उन डिवीजन के ऊपर आपने एक लेयर इंट्रोड्यूस कर दी, SBU1, SBU2, SBU3, SBU4, और वो जो बिजनेसेस थे अब वो एक लेयर नीचे आ जाएंगे, डिवीजन। वो पहले सेकंड लेयर पे आ रहे थे, अब वो थर्ड लेयर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी ऊपर एक बन चुका है लेयर। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, डिविजन होंगे। डिवीजन पहले भी थे, डिवीजन अभी भी थे, पहले भी डिवीजन थे, अभी भी डिवीजन है, बस अभी भी को SBU में बन चुका है और उसके अंडर में डिविजन आ रहे हैं। यहाँ पे एक डिवीजन 1 किसका हो जाएगा, इसका कंज्यूमर फर्नीचर का। मतलब ये समझ लो ये दोनों एक यूनिट है, आदि मानव की तरह। अब उसमें आदि एक अलग आदमी, मानव एक अलग आदमी, वैसा। डिवीजन 2 कॉर्पोरेट फर्नीचर, और ये SBU1 क्या हो जाएगा, SBU1 हो जाएगा आपका फर्नीचर का। SBU2 किसका हो गया, पेंट्स का हो गया। इसके अंडर में कौन से डिवीजन आ गए, डिवीजन 1, डिवीजन 2। 1 किसका है, कंज्यूमर पेंट्स का है, और ये है कॉर्पोरेट पेंट्स का। ठीक है, इसके अंडर में भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, समझा आपको, तो ये ग्रुपिंग हो गई बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या समझना, ये वही बात है। अगर आप सोचो, आप एग्जाम से एक दिन पहले बोलो सर मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी, सर मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सर मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सर मुझे ना अभी पहले इनको ये भी सोचना है कि अच्छा मुझे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, मुझे पेन कौन सा है वो भी सोचना है। ठीक है, मुझे ये भी सोचना है मुझे पेंसिल कौन सी लेके जाना है, मुझे बॉक्स कौन सा लेके जाना है, मुझे टाइमर कौन सा लेके जाना है, सर मेरा इरेजर कैसा होगा, सर सर मैं कॉपी लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, मैं पेन के क्या जाऊँ, ये सब चीज़ें मुझे सर सोचनी है। सर बहुत सारे टास्क हैं। ठीक है, सर मुझे ये भी सोचना है कि मेरा आज का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, मैं सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, सर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी तक नहीं करी है, मुझे वो भी करनी है। आप इनको देख रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरह, अगर ऐसे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी ये, लेकिन अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को ग्रुप कर लिया तो आपको कम लगेगी। कैसे, आप बोलो अरे भाई जो तूने स्टार्टिंग के 4-5 बोले, ये तो एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात हो गई ना, एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है उसी की तो बातें कर रहा है तू। फर्क क्या है, पेन कौन से लेके जाने हैं, पेंसिल, इसको एक अलग टाइम दे दे। एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, इस एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी को अपन रात में 1 घंटा निकाल के सोच लेंगे।
क्यों इतना दिमाग खराब? 10 टास्क देखेगा तो 10 लगेंगे, वो देखो अलग अलग लगेंगे, और 10 टास्क एक ही है एग्जाम स्ट्रेटजी। ठीक है, ये तेरा अभी सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है। ये सब सिलेबस कंप्लीशन में तो आया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस कंप्लीट, ये सब सिलेबस कंप्लीशन का टास्क है जो तुझे अभी करना है, प्रायोरिटाइज करना है, तुझे अगले 5 घंटे में खत्म करना है। तो ये सब एक एक्टिविटी है, एक एक करके इनको चेक ऑफ कर। ये एक ग्रुपिंग होगी, ये दूसरी ग्रुपिंग होगी, इससे टास्क सिंपल लगने लग जाता है। सेम वो ग्रुपिंग यहाँ पे भी हो रही है। कैसे हो रही है? आपने इन वजह से ग्रुपिंग बना दी। ठीक है, अब होगा क्या समझना आप। ठीक है, होगा क्या, ये एसबीयूज जो हैं ये सारे डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करते हैं? ताक भाई को। ठीक है, अब जिस तरीके से हर डिवीजन का एक मैनेजर था, हर डिवीजन का मैनेजर था, यानी इसका एक मैनेजर था जो पूरा इसका बिजनेस संभालना था, जैसे अपन जनरल मैनेजर बोल रहे थे, इस डिवीजन का मैनेजर था जैसे अपन जनरल मैनेजर बोल रहे थे, उसी तरीके से इस एसबीयू का भी एक मैनेजर होगा, पूरे एसबीयू का एक मैनेजर होगा। यानी ये दोनों जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस एसबीयू के मैनेजर को कर रहे हैं, इस एसबीयू का जो हेड है वो, इस एसबीयू का भी एक हेड होगा, पेंट्स का एक हेड होगा, जिसके नीचे कंज्यूमर पेंट्स का जनरल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट पेंट्स का जनरल मैनेजर रिपोर्ट कर रहा होगा। तो आप सोचो, पहले टाक भाई को 7 लोगों से बात करनी पड़ी थी, 7 जनरल मैनेजर से बात करनी पड़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7, अब उसको 4 से ही करनी है, इस एसबीयू के, इस एसबीयू के, इस एसबीयू के, इस एसबीयू के, तो तीनों तो लोग कम। अरे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है डेली लाइफ के अंदर। अभी आपको 4 लोग लग रहे हैं, डेली डेली कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है उतने में। ठीक है, ये चीज समझे आप। सेम ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहें तो किसका होगा? आईटीसी का। ठीक है, आईटीसी के बहुत सारे बिजनेस है, आईटीसी के होटल्स हैं, एक उनका होटल्स का SBU 1 हो गया। ठीक है, देन उनका एक SBU 2 हो गया जो है उनका FMCG का, इसमें खाने के जो भी जितने भी FMCG हैं, ठीक है, उसमें उनका आटा वगैरह आशीर्वाद आटा वगैरह आ गया। फिर उनका क्लासमेट उनकी कॉपी वगैरह आती है। देन उनका एक SBU है जिसमें वो टोबैको आइटम्स बात करी थी ना, वो उनका टोबैको डिवीजन है जिसमें उनके सारे ब्रांड्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये वो SBU 3 हो गई। ठीक है, देन इनका इंडस्ट्रियल भी है। ठीक है, पेपर बोट्स वगैरह करते हैं, मतलब जितने भी पैकेजिंग आइटम्स होते हैं ना, बड़े बड़े पैकेजिंग आइटम्स होते हैं वही बनाते हैं, पेपर बोट्स वगैरह। तो SBU 4, इनके अलग अलग SBUs हैं। अब उनके अंदर अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं। ठीक है, इनकी जो रेस्ट होटल्स की चेन है वो अलग अलग होटल्स की चेन है इनके पास, एक नहीं, अलग अलग चेन है इनके पास में। ठीक है, जैसे इनके ITC मौर्या करके है। ठीक है, ITC मौर्या गोवा के अंदर भी है, वो ITC के नाम से चलते हैं। इनके होटल के अंदर भी 3-4 चेन्स हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग एक SBU के अंदर 3-3 डिवीजन बन जाएंगे कि ये जो चेन है जो एकदम प्रीमियम वाली है, वो प्रीमियम प्रीमियम होटल्स की एक अलग डिवीजन हो गया। ठीक है, बजट होटल्स की एक अलग कैटेगरी हो गई, उससे भी नीचे वालों की अलग होटल कैटेगरी हो गई। तो वो डिवीजन हो जाएंगे 3 अलग अलग, लेकिन वो सब मिला के ग्रुप बनेगा एक ही SBU का, होटल्स का। समझ रहे हैं आप? तो ITC होटल्स नहीं, होटल्स लिखना चाहिए मुझे सिर्फ, ये बात है। तो बेसिकली जहां डिविजन्स थे, ये डिविजन्स तो पहले भी थे, अब बस आपने उनके ऊपर एक और रिपोर्टिंग लेयर लगा दी है, उनको आपने एक SBU में बोल के उनके ऊपर एक SBU का हेड भी रख दिया है। ये चेंज हुआ है बस। ठीक है, इसे अपन SBU स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर? मीनिंग एंड व्हाई इज इट नीडेड, जो मैं आपको बोलूंगा वो सब यहीं लिखा हुआ है। एन SBU इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस दैट कैन बी सब्जेक्टेड टू कंपोजिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट। इनकी स्ट्रेटजी से साथ में बन सकती है। ठीक है, मतलब इन दोनों की स्ट्रेटजी जो है वो SBU फर्नीचर का जो हेड है, फर्नीचर SBU का जो हेड है, वो इन दोनों की स्ट्रेटजी साथ में कर सकता है। हाँ, इनके लिए मॉडिफाई होगी लेकिन साथ में कर सकता है इन दोनों के लिए। ठीक है, फर्नीचर उसको अंडरस्टैंडिंग है, वो मैनेज कर लेगा। पेंट वाला इन दोनों की स्ट्रेटजी साथ में मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो जनरल मैनेजर है, उसको पूरा एक्सपीरियंस है ये दोनों संभालने का। ठीक है, ऑब्वियसली डिवीजन मैनेजर अपना अपना पर्सपेक्टिव रखेगा कि सर हमारे वाले को इसकी नीड है, हमारे वाले को इसकी नीड है, वो सुनेगा सबकी, लेकिन वो दोनों की अलग अलग बना सकता है। ठीक है, अपन ने ऐसा नहीं किया है कि अपन ने कंज्यूमर पेंट्स भी फर्नीचर वाले को दे दिया है, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। फर्नीचर का जो मैनेजर होगा SBU का, वो कॉर्पोरेट कंज्यूमर पेंट्स नहीं संभाल पाएगा, वो पेंट में ही जाना बनता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी यही समझ सकता है। समझ रहे हैं? वो चीज है। तो रिलेटेड बिजनेस है जिनकी कंपोजिट प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो सकती है, इनको साथ में प्लानिंग किया जा सकता है। ठीक है, साथ में प्लानिंग किया जा सकता है, और इनके नीचे भी फंक्शनल आपके और आएगा, इनके जो फंक्शनल जो थे वो और आएंगे, वो कहीं नहीं गया है, वो वही है। ये सपोज करो डिविजन्स वैसे के वैसा ही है, डिविजनल स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, उसके ऊपर एक और लेयर ऐड हो चुकी है बस। ये जो डिविजन्स थे ये एज इट इज ही हैं,
इनके बीच में एक और लेयर आ चुकी है। ये तेरे मेरे बीच में कौन आ गया? तीसरा स्ट्रक्चर, एक और लेयर आ गई जो है एसबी उसकी। इनके ऊपर एक आ चुका है, बाकी नीचे सब सेम ही है, ये समझो। ठीक है, समझ रहे हो? इन अ मल्टी, कब होगा? मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल बिजनेस है। ठीक है, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू अंडरटेक सेपरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट बिजनेस। नहीं कर सकते आप सबके लिए साथ में प्लानिंग, कैसे करोगे? तो आप उनको ग्रुप करना पड़ेगा, वो चीज हो रही है। ठीक है, दस इट इज टू नेसेसरी ग्रुप द प्रोडक्ट बिजनेस इनटू अ मैनेजेबल नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिकली रिलेटेड बिजनेस यूनिट्स। आपको उनको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप का जो बेसिस होगा वो भी एक साइंटिफिक वे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी किसी के साथ मिक्स कर दिया। साइंटिफिक वे होना चाहिए। साइंटिफिक वे क्या है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट टू ईच वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेंट वाले को उसके साथ में मर्ज कर दिया, पेंट वाले को बोला कि भाई तू फर्नीचर में चल जा, इसको बोला आपने कि भाई तू फर्नीचर में चल जा, इसको बोला आपने कि तू सीमेंट में चल जा। नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देन इसकी स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी, ये नहीं संभाल पाएगा इसके बारे में, और ये सीमेंट वाला कॉर्पोरेट पेंट को नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा उसकी स्ट्रैटेजी, तो इन दोनों का नुकसान हो जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ग्रुपिंग इस तरीके से हो कि सबको अपना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्लानिंग ट्रीटमेंट मिले, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। ठीक है, चलो, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसबीयू। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, इसका डायग्राम भी गलत बना हुआ है इसे में, है ना? करेक्टेड है ये। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है SBU1, SBU2, SBU3, ABC नाम रखा है उन्होंने। ठीक है, अब SBU के अंडर में डिविजन्स भी आएंगे। इसके पास डिविजन्स हैं 3, इसके पास नहीं है डिवीजन। जैसे अपने सीमेंट के जरिए बेचारा अकेला है, ये अकेला है, इसके पास नहीं है और बिजनेस, कोई बात नहीं, उसको अकेले को अपन एसबीयू बोल, भाई उसके साथ में कोई नहीं है खड़ा होने वाला, तो उसको अकेले को ही रहना पड़ेगा ना। उसको थोड़ी बोलेंगे कि तू दूसरे के अंदर दूसरे के साथ मर्ज हो जा। अरे नहीं भाई, पर्पस क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेटजी ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मैंने इसको बोला सीमेंट वाले को कि सीमेंट वाला तू अकेला ही है बिजनेस, तू डिवीजन अलग अकेला ही है, तू इसमें मर्ज हो जा, अरे कैसे होगा भाई? उसका उसका स्ट्रेटजी कौन बनाएगा? तो उसको अलग रखना पड़ेगा अपने को, ताकि उसकी सही से स्ट्रेटजी हो सके, तो वो अपने एसबीयू में अकेला ही बैठा रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये तीसरे वाले को अपन ने पर्पसली खाली छोड़ा है। ये मतलब सर नीचे डाला ही नहीं, अरे रीजन है, सोच समझ के बनाया है डायग्राम। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एसबीयू के क्या है? ये सिंगल बिजनेस होता है या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस होता है। सिंगल बिजनेस या फिर कलेक्शन रिलेटेड बिजनेस, सिंगल बिजनेस या फिर कलेक्शन रिलेटेड बिजनेसेस। ठीक है, ठीक है, दैट ऑफर स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग, जिसकी अलग से इंडिपेंडेंट प्लानिंग हो सकती है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है एक एसबीयू, इसकी प्लानिंग इस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये जो अपना यहाँ पे फर्नीचर था उसकी प्लानिंग पेंट से बेस्ड नहीं है, अकेला अपने आप में इनफ है। वो खुद में एक कंपनी है। अगर आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि इसको एक अलग कंपनी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? ठीक है, ये खुद में एक कंपनी नहीं हो गई। सोचो, ये खुद में एक कंपनी नहीं हो गई, एक तरीके से खुद में एक कंपनी है ये। एक तरीके से अगर आप देखना चाहो तो अपने आप में इनफ है, इसको कोई जरूरत नहीं किसी और की। ऊपर वाला नहीं भी हो इसके ऊपर, ये नहीं भी उसके ऊपर, तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ये भी चल सकता है अपने हिसाब से। हाँ, पैसे का सोर्स यहाँ से रहे, फिर वो पैसा यहाँ से आएगा सारा, लेकिन इनफ है, अपने आप में सफिशिएंट है, ये खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, बस वो बात है। ठीक है, दैट कुड फिजिबली स्टैंड अलोन, बाकी सब खत्म भी हो जाए तो भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट कुड स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हर एसबीयू का कॉम्पिटिटर्स अलग अलग है ना, सेम नहीं है। फर्नीचर में आप अलग से लड़ रहे हो, पेंट में आप अलग से लड़ रहे हो, रियल एस्टेट में आप अलग से लड़ रहे हो। ठीक है, हैज अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ओवर प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। यानी इस एसबीयू का, जो मैंने आपको बोला, हर एसबीयू का एक हेड है। ठीक है, इस एसबीयू फर्नीचर का एक एसबीयू हेड है, जिसका सारा काम, वो पूरा प्रॉफिट इस एसबीयू का उसी के हाथ में है। जैसे इस डिवीजन का, जैसा मैंने कहा था पहले, डिवीजन के अंदर पूरा जनरल मैनेजर था, कॉस्ट भी संभालने वाला है, प्रॉफिट भी संभालने वाला है, रेवेन्यू भी संभालने वाला है, तो प्रॉफिट पूरा इसके हाथ में हो गया। ठीक है, अब वो सारा इसके हाथ में है। इस एसबीयू का पूरा कंट्रोल प्रॉफिट का इस एसबीयू मैनेजर के हाथ में है। समझा आपको? चलो, टाटा सन्स में अगर देखोगे, वो भी एसबीयू स्ट्रक्चर में बना हुआ है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग एसबीयू में है। ठीक है, तो कंट्रोल होना चाहिए प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अगर कंट्रोल नहीं हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हो। वो बोलेगा सर मेरी गलती ही नहीं है, सब वो तो उसके हाथ में था। भाई सब तेरे पास ही है, तेरे पास ही कंट्रोल है, तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट कम विदाउट कंट्रोल, इट हैज टू कम विद इट। ठीक है, एसबीयू स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर्म्स पार्ट ऑफ मीनिंग। अगर आपको एसबीयू स्ट्रक्चर के ऊपर मीनिंग पूछे, शॉर्ट नोट पूछे, तो आप ये लिखेंगे एसबीयू स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसा होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अपन रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स ऑफ एन एसबीयू थे, ये एसबीयू के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसबीयू स्ट्रक्चर के नहीं है। एसबीयू क्या होता है ये वो समझा रहा है आपको। ठीक है, ये एसबीयू स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एसबीयू के अलावा ऊपर नीचे भी बात होने वाली है इसमें।
ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग है। एसबीयू स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस। वो अपन ने पढ़ा। जनरली कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 लेवल्स। मिनिमम 3 लेवल तो होता ही है, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। 3 कैसे हैं? देखो, ये ऊपर टाक भाई, ये एसबीयू के हेड्स, देन डिविजनल हेड्स, ये 3 लेवल हो गए, 1 2 3। फंक्शनल नीचे एक और है, तो ये बस इतना बोलना चाह रहा है, फंक्शनल हो या नहीं हो वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फंक्शनल अलग से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये 3 तो होंगे ही होंगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यूजुअली चौथा भी होगा, यूजुअली चौथा लेवल भी होता है। ये लोगों ने थोड़ा सेफ लैंग्वेज यूज करी है, एटलीस्ट 3 लेवल्स। ठीक है, अब कौन से लेवल हैं? लेवल ये हैं कि पहला आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, वो टॉप पे है, टाक भाई, उसका पूरा सपोर्ट स्टाफ वहां पे आ जाएगा। एसबीयू ग्रुप्स, ठीक है, एसबीयू ग्रुप्स हो गए दूसरे लेवल के ऊपर। तीसरे लेवल पे आपके रिलेटेड डिविजन्स और बिजनेसेस विद इन ईच एसबीयू। हर एसबीयू में जो डिवीजन आ गया वो आपका थर्ड लेवल के ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो टाक भाई का ऑफिस है, जिसमें उसके उसके साथ खुद का स्टाफ है, वो क्या काम करता है? वो फॉर्मुलेट करता है एंड इंप्लीमेंट करता है ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यानी कंपनी किस दिशा में जा रही है, कौन से नए बिजनेस में कूदना है, कौन से नए बिजनेस में नहीं कूदना है। वो अपन ने जो चैप्टर 1 के अंदर पढ़े थे ना, कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर्स का क्या क्या रोल होता है, जो अपन ने पूरे टास्क पढ़े थे, वो सारे यहाँ पे वो काम करने वाला है। ठीक है, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डेलीगेट डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू एसबीयू मैनेजर्स। हर बिजनेस का जो डे टू डे काम है, वो उसके उसके रेस्पेक्टिव एसबीयू के हेड को दे दिया उसने। ठीक है, एंड एसबीयू को मैनेज कैसे करता है? स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल से करता है, यानी किसी किसी के अंदर वो एकदम स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है कि हाँ इसका मुझे अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सही स्ट्रेटजी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो मैं कंट्रोल रखता हूँ। किसी में फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं कि तुम्हें पैसा दिया है, इस चीज के लिए दिया है, यहाँ पे खर्चा करो, प्रॉफिट सही से आया तो तुम सही स्ट्रेटजी कर रहे हो, सही प्रॉफिट नहीं आया तो तुम सही स्ट्रेटजी नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक बार डायरेक्टली स्ट्रेटजी असेस कर सकते हो, दूसरे में स्ट्रेटजी को असेस नहीं कर पाते हो, आप फाइनेंशियली जो रिजल्ट आया उससे असेस करते हो कि स्टडी सही से करी कि नहीं करी। दोनों यहाँ पे साथ में यूज होंगे। मेजरली फाइनेंशियल करोगे आप, क्योंकि इतने सारों में स्ट्रेटजिक कंट्रोल कैसे रखोगे आप, इतने सारे बिजनेसेस हैं। ठीक है, अब क्या बोला है आगे? विद इन ईच एसबीयू। तो पहले क्या था, अपन ने लेवल की बात करी, कितने लेवल है, ये स्ट्रक्चर ही चल रहा है। देन दूसरा अपन ने कॉर्पोरेट ऑफिस क्या काम करता है वो बात करी। अब एसबीयू के अंदर क्या होता है? विद इन ईच एसबीयू द डिविजन ऑफ बिजनेसेस आर रिलेटेड। हर जो बिजनेस है वो रिलेटेड है, वाइल इंडिविजुअल एसबीयू जो है, एसबीयू के अंदर जो बिजनेस है वो रिलेटेड है। जैसे आपका फर्नीचर फर्नीचर, लेकिन हर एसबीयू एक दूसरे से अलग अलग है। वाइल इंडिविजुअल एसबीयूज आर जनरली अनरिलेटेड टू वन अनदर एंड आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब है रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, प्रॉफिट पूरा मैनेज कर सकते हैं वो अपने आप में, स्टैंड अलोन खुद में एग्जिस्ट करते हैं, एक तरीके से पूरी कंपनी है, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, हम अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, हमारे दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो नहीं भी हो तो भी हम सही है, हम अपने आप में सफिशियंट है, वो बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया सोनी का, सोनी के अलग अलग डिविजन है, जैसे सोनी का म्यूजिक, सोनी म्यूजिक भी है, सोनी फिल्म्स भी है, सोनी का खुद का स्टूडियो है, राइट, स्पाइडरमैन वगैरह की वही प्रोड्यूस करता है सोनी। ठीक है, गेम्स भी बनाता है, प्ले स्टेशन 5 वो बनाता है। ठीक है, देन पहले सोनी का मोबाइल भी डिवीजन था, सोनी एक्सपीरिया वगैरह आता था। ठीक है, अब वो नहीं है। ठीक है, गेम्स का PS5 उसका प्ले स्टेशन वो बनाता है, उसके जितने गेम्स होते हैं उनकी आईपी भी इन्हीं के पास रहती है, जैसे गॉड ऑफ वॉर की आईपी आई थिंक इसी के पास है, सोनी के पास। ठीक है, चलो अब अपन उसके बाद आते हैं बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या है। ठीक है, ग्रुपिंग के बेसिस क्या क्या है, यानी एसबीओ किस बेसिस पे बन रहा है, कि आप कैसे डिवाइड करोगे कि ये जो बिजनेस है एक ग्रुप में जाएंगे, बिजनेस एक ग्रुप में जाएंगे। अपन ने किस बेसिस पे किया? प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर, कि प्रोडक्ट्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, प्रोडक्ट कौन कौन से अलग अलग है, अपन ने उस तरीके से एसबीओ बनाया। इन्होंने बोला कि सिमिलैरिटीज किसके अंदर किस किसके अंदर होनी चाहिए? फंक्शन के अंदर होनी चाहिए। फंक्शन इनका मतलब क्या है? फंक्शन इनका मतलब क्या है कि या तो उनकी टेक्नोलॉजी सिमिलर सी हो, जो बिजनेस है उनकी टेक्नोलॉजी सिमिलर सी हो, ठीक है, या फिर उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिमिलर से हों, तब जाके उन्हें हम एक एसबीयू का हिस्सा बोलेंगे, या फिर उनके मार्केट और कस्टमर सिमिलर से हों, तब हम उन्हें एक एसबीयू का हिस्सा बोलेंगे। ठीक है, या फिर कोई दूसरी कॉम्पिटेंसीज हो, ठीक है, जिनसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। तो बेसिक ग्रुपिंग करने का तरीका बताया अपन ने, क्या यूज किया कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो जिनके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉमन कॉमन है, रिलेटेड है, उनको एक एसबीयू में डाल दो। ठीक है, रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का मतलब वो नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, वो नहीं है यहाँ पे फंक्शन का मतलब वो भी है, उससे ब्रॉडर मीनिंग है इनका। फंक्शन का मतलब ये 4 चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका मतलब ये 4 चीजें कि टेक्नोलॉजी सिमिलर सी है, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है एकदम सिमिलर सी यूज होती है, प्रोडक्ट सिमिलर से हैं, उनके मार्केट्स हैं, कस्टमर सिमिलर सिमिलर से हैं, ठीक है, या फिर अदर कॉम्पिटेंसी सिमिलर सिमिलर सी हैं। इनमें से कोई सिमिलर हो तो उनको आप एक पर्टिकुलर एसबीयू के अंदर डाल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट से सिमिलर होने चाहिए, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सिमिलर है तो भी अपन ने उसको एक ही एसबीयू में डाल दिया। मतलब
जैसे अगर आप बोलो स्मार्ट वॉच, ठीक है, नहीं जैसे आप बोलो आपके हेडफोन्स, ठीक है, आपके हेडफोन्स एंड आपके ईयरफोन्स एक तरीके से, ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी सिमिलर हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी सिमिलर हैं, ठीक है, तो आप उनको एक के अंदर ग्रुप कर सकते हो, वो एक ही एसबीयू का हिस्सा बनेगा, ठीक है। स्मार्ट वॉच एंड आपका हेडफोन्स ईयरफोन्स, वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी सिमिलर तरीके की है, मतलब है फर्क ज़्यादा, लेकिन टेक्नोलॉजी की लेवल पे आप उनको सेम ही प्लेस करोगे, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं, टेक प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर टाइप के कस्टमर्स को अपील करते हैं, तो उनको भी अपन एक ही एसबीयू के अंदर डाल सकते हैं, है ना, उनको आप अलग अलग एसबीयू में नहीं डालोगे, वो बात है। सिमिलर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, सिमिलर कस्टमर्स हैं, है ना, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक तो कंप्यूटर है और एक स्मार्ट वॉच है, उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बहुत फर्क आ गया दोनों के बीच में, ना, जबकि ये दोनों, आपका स्मार्ट वॉच एंड हेडफोन्स, उतना डिफरेंस नहीं है जितना एक आपके हेडफोन्स एंड आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर है ना, वो चीज़ है, तो उनको अपन एक एसबीयू में रख सकते हैं, वैसी बात है, ठीक है, चलेगा आपको बेसिस ऑफ ग्रुपिंग किस तरीके से, ओके। चलो अब अपन आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, इसी के अंदर है एसबीयू वर्सेस टेरिटोरियल ग्रुपिंग। पहले क्या होता था, ये बोल रहे हैं कि पहले लार्ज मल्टी बिजनेस फर्म्स क्या करती थी, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के ऊपर थी, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर यानी जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कि अलग अलग जोग्राफी का एक अलग अलग हमने स्ट्रक्चर रख दिया, मतलब जो अपन पहले बात किए थे कि नॉर्थ का एक अलग डिवीजन हो गया, साउथ का एक अलग हो गया, ईस्ट का एक हो गया अलग, वेस्ट हो गया, उसी को अपन टेरिटोरियल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पे, कि वहां पे बिजनेसेस कैसे ग्रुप्ड हैं, टेरिटरी वाइज ग्रुप्ड है, वहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, वजह से डोमिनोज का अपना था, उसको ये बोला टेरिटोरियल ग्रुपिंग, उसको वर्सेस एसबीयू से कंपेयर कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि टेरिटोरियल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, दो प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो, जो अपने डोमिनोज के अंदर आ रही थी वही प्रॉब्लम की बात कर रही है, ठीक है, जैसे अपना डोमिनोज था, मैं लेके आऊँ आपको, ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्थ के अंदर आपके पास, नॉर्थ का जो हेड है इसके पास में ये सारी सिटीज़ हैं, उस सिटीज़ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो सारों का एक्सेस ये अकेला बंदा मैनेज कर रहा है, तो बेसिकली एक तरीके से इस एक बंदे को जो स्ट्रैटेजी लगानी है, ठीक है, ज़्यादा अलग अलग प्लानिंग अलग अलग प्रोडक्ट की नहीं कर सकता, ये सारे प्रोडक्ट्स सिमिलर प्लानिंग की करेगा, सारा सिमिलर ट्रीटमेंट ही करेगा, तो उससे क्या हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट्स देखो अलग अलग है, पिज़्ज़ा अलग है, चोकोलावा केक अलग अलग है, ठीक है, फिर जो बर्गर आता है वो अलग अलग है, जबकि इसको सबके लिए सिमिलर स्ट्रैटेजी करनी पड़ रही है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी स्ट्रैटेजी सिमिलर सी हो रही है। अब यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट दिन फास्ट फूड ही है, फास्ट फूड ही है। सोचो यहाँ पे अगर अपन डोमिनोज की जगह पे अपन इसको रखते तो, अपने टाक इंडस्ट्रीज को रखते तो, टाक इंडस्ट्रीज को रखते तो, जब इतने सारे बिजनेस हो गए तो सोचो अगर ये जोग्राफिकल टेरिटोरियल ग्रुपिंग पे बेस होता तो क्या हो जाता, ये बोलता हमारा एक नॉर्थ अलग है, एक साउथ अलग है, एक ईस्ट अलग है, एक वेस्ट अलग है, हमारा स्ट्रक्चर टेरिटोरियल होगा। अब उसके अंदर जो नॉर्थ वाला बंदा है उसको फर्नीचर भी संभालना है, पेंट्स भी संभालना है, सीमेंट भी संभालना है और रियल एस्टेट भी संभालना है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बिजनेस अलग अलग है, एक बंदा जो नॉर्थ का हेड है वो चार को कैसे मैनेज करेगा, वो चारों की सिमिलर स्ट्रैटेजी बना देगा, सिमिलर स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट दे देगा, जबकि चारों को अलग अलग की जरूरत है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया, क्या क्या ये रहा, डिफरेंट एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स विद इन द सेम टेरिटरी कुड रिसीव आइडेंटिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट, उनको आइडेंटिकल मिल जाता, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेन प्रॉब्लम ये तो चलो प्रॉब्लम थी साथ में आप सोचो, नॉर्थ वाला भी पेंट देख रहा है, साउथ वाला भी पेंट देख रहा है, अब पेंट दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, पेंट दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, उन दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए स्ट्रेटजी का, लेकिन नॉर्थ वाला बंदा अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाएगा, साउथ वाला अपनी अलग बनाएगा, तो सेम प्रोडक्ट को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, जहां अलग अलग मिलना था उनको सेम मिल गया, ठीक है, नॉर्थ वालों ने चारों की सेम कर दी जबकि इनको अलग अलग करना था, और जिनको सेम मिलना था उनको अलग अलग मिल रहा है, पेंट नॉर्थ वाले का, पेंट साउथ वाले का, दो अलग अलग बंदे कर रहे हैं, दोनों अलग करेंगे जबकि होना था सेम, ठीक है, वो चीज है कि सेम प्रोडक्ट हैंडल बाय डिफरेंट टेरिटरीज कुड रिसीव डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट, ये दो प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, एसबीयू बेटर हो गया टेरिटोरियल से, ठीक है, देयरफॉर एसबीयू क्या करता है ग्रुप्स को, जो एसबीयू क्या करता है ग्रुप करता है बिजनेस को किस बेसिस के ऊपर कि उनकी स्ट्रेटजी कितनी रिलेटेड हो सकती है, रादर देन मेयरली देयर ज्योग्राफिक लोकेशन, कि उनकी स्ट्रेटजी रिलेटेड कितनी हो सकती है, भाई मैंने वही बोला ना, एक तरीके से आपके जो हेडफोन या ईयरफोन हो गए और जो आपकी स्मार्ट वॉच हो गई वो थोड़ी सी सेम कस्टमर्स को अपील करती है, सिमिलर कस्टमर्स है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है, तो उनकी स्ट्रेटजी को साथ में किया जा सकता है, एकदम नॉर्थ साउथ नहीं है वो वैसा, ठीक है। आगे इन्होंने एक्सप्लेन और कर दिया कि एक फर्म की अगर 6 टेरिटोरियल यूनिट्स हैं यानी 6 लोकेशन में काम करता है, इसका मतलब नहीं है कि उसके 6 बिजनेस भी हों, ठीक है, इसका मतलब नहीं 6 बिजनेस भी हों, बिजनेस 6 से कम भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो बिजनेस को स्प्लिट करना चाहिए, ग्रुप करना चाहिए किस बेसिस के ऊपर,
उसको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एसबीयूज में डिवाइड करना चाहिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करने से पहले, ऐसा ये बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्या एडवांटेज होंगे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एसबीयू कैसे उसको पूरी करता है, तो आप ये लिखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देन एक और टॉपिक है, ये इसके अंदर आपके 9 पॉइंट्स हैं, 9 में से आप 5-6 एग्जाम में लिख के आएंगे, सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे तो 9। इसको क्या बोला गया है, एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एसबीयू स्ट्रक्चर। एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एसबीयू स्ट्रक्चर के, ठीक है, एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, दोनों मर्ज कर दिए लोगों ने, अलग से नहीं आएगा कि सर सिर्फ बेनिफिट्स बता दो। अगर बेनिफिट्स पूछेगा तो बेनिफिट वाली चीजें लिख देना, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में ही पूछा, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स बताओ, तो दोनों साथ में ही पूछेगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो इसको 9 पॉइंट्स को कैसे याद रखना है समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले बिजनेस को सॉर्ट करोगे ना, सॉर्ट करोगे कि कौन से बिजनेस को किस एसबीयू में डालना है, वो सॉर्ट करोगे, डिवीजन करोगे कि अच्छा ये 3 इसका हिस्सा है, ये 3 उसका हिस्सा है, सॉर्ट करोगे। तो सॉर्ट करने के 3 पॉइंट्स हैं, एस बी एस, 3 तरीके से याद रखेंगे सॉर्ट एस बी एस। सबसे पहला एस से क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ये एसबीयू स्ट्रक्चर जो है एक साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग को फॉलो करता है, ठीक है, कि रिलेटेड बिजनेस जो होते हैं उनको एक एसबीयू के अंदर डाल दिया अपन ने, ठीक है, जिससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प हो जाए। ठीक है, ये आपका एक हो गया एस। देन बी से क्या है, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, अलग कुछ नहीं है, वही बात है, वही बात है, बट पेज नहीं कंप्लीट होंगे ना, तो इसलिए अलग बनाएंगे अपन इसको। आगे आप देखोगे तो कितना रिपीटेशन आएगा, कितना डुप्लीकेशन आएगा, वो मालूम पड़ेगा। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, जो अपन ने पहले बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यहां पे पढ़ा था ना, ये बस उसी को वापस से लिखा है। ठीक है, कि देट आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शन, वहां पे बताया फंक्शन का मतलब क्या है, वही दैट आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शन आर असेंबल्ड टुगेदर एज अ डिस्टिंक्ट एसबीयू। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने चार चार बेसिस लिखे थे, वो भी आप लिख सकते हैं, चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ही पॉइंट था इसी का। ठीक है, देन तीसरा क्या था, सॉर्ट करना है पहले आपको, राइट, एस बी एस, एस से साइंटिफिक, बी से बेसिस, देन चौथे तीसरे एस से क्या हो जाएगा, सेपरेशन। पहले आपने ग्रुप किया, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दो, सेपरेशन, जो अनलिटेड बिजनेस है वो सेपरेट हो गया, उसको हमने अलग कर दिया, उसको अपने इसमें नहीं रखा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ अनलिटेड बिजनेसेस, अनलिटेड प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस सेपरेटेड इनटू सेपरेट एसबीयूज, जो अलग है वो अलग एसबीयू में जाएगा। ये 3 पॉइंट एसबीएस के हो गए सॉर्टिंग के। ठीक है, देन इसके बाद क्या आएगा, भाई सॉर्ट क्यों कर रहे हो, क्या अचीव करने के लिए कर रहे हो, फॉर व्हाट, इसके पॉइंट है 3, पीसीएम। ठीक है, पीसीएम, अब भाई देखो इसके अंदर वो मेमोरी टेक्निक वैसा नहीं बैठा कि बहुत बहुत ही शानदार हो जाए, क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं, तो उनके शानदार तरीका नहीं, इसको ऐसे याद रखोगे, इसको अपन ने लॉजिकल ग्रुपिंग करा है, ये ग्रुपिंग टेक्निक है, ये टेक्निक भी आपने आगे लिखी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग के पेजेस के अंदर कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की, ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, लॉजिकल ग्रुपिंग है। ठीक है, इसके बाद है फॉर व्हाट, पीसीएम। ठीक है, फॉर व्हाट, पीसीएम, पहला पी से क्या है, ताकि आप इनको, पहले पी से क्या है, एक सेकंड, ये रहा, अरे भाई ये रहा पीसीएम, ताकि इनको आप कॉमन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट दे सकें। पी से है प्लानिंग, ताकि आप उनको कॉमन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट दे सकें, कि जो रिलेटेड बिजनेस है उनको हम कॉमन ट्रीटमेंट दे सकें, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं मिले। ठीक है, टू रिसीव कॉमन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी जो फर्नीचर है उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनेगी पेंट वाले से। ठीक है, वो हो गया पहला पी। देन दूसरा है सी से, सी से क्या है, कॉम्पिटिटर्स, कि हर एक का खुद का डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं एंड खुद की अलग स्ट्रेटेजी है, कॉम्पिटिटर्स अलग है, अलग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, देन तीसरा क्या है, एम, एम से है मिशन, मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, वही बोल रहा है कि जो हर एसबीयू है उसके खुद के डिस्टिंक्ट मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्टिंक्ट मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आप विजन भी लिख देना, लगे यार सब लिख दिया करो यार, थोड़ी सोच रहा होगा कि विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग, किन्होंने क्या लिखा है, तो सिलेक्टिवली कुछ भी डाल देते किसी के अंदर, विजन भी लिख दो, डिस्टिंक्ट ही होगा ना ऑब्वियसली, डिस्टिंक्ट विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हाँ विजन आप बोल सकते हो कि अच्छा एक ही कंपनी है तो उसका विजन एक ही होगा, लेकिन अगर ये अलग अलग सब्सिडरीज हुए तो एक सब्सिडी का एक अलग विजन होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अलग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखो कंपटीशन एंड स्ट्रेटजी अलग है, वो अपन पहले ही पढ़ के आ गए, फिर रिपीट कर दिया इन्होंने यहाँ पे, है डुप्लीकेशन। ठीक है, वापस से पहले ऊपर देखो, पहले क्या लिखा, ट्रीट्स एसबीयू एज अ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टैंड पॉइंट। अरे यही तो पहले पढ़ा था तीसरे चौथे पॉइंट है, तीसरे दूसरे तीसरे पॉइंट में, फिर से क्यों लिख रहा है, ये लिखता ना सिंपल, जो नया था तेरा पॉइंट। कुछ नहीं कर सकते, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, आधा नहीं लिख सकते आप इसको। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया फॉर व्हाट। अब इनको लीड कौन करता है, वो लीड्स, सीईओ, हर एसबीओ का खुद का एक सीईओ होगा, ये आपका 7वां पॉइंट है। ईच एसबीओ एज अ सीईओ रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ओवर प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंट्रोल भी है उसके पास, सिर्फ रिस्पांसिबल नहीं प्रॉफिट के लिए, कंट्रोल भी है उसके पास प्रॉफिट के लिए, वरना रिस्पांसिबिलिटी विदाउट कंट्रोल डजंट मैटर। ठीक है, व्हाट बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसका 8th एंड 9th पॉइंट है। पहला बेनिफिट क्या है,
टेरिटोरियल वाला अपन ने पढ़ा था ना कि टेरिटोरियल के ऊपर बहुत बेटर है ये, वो ही आपका 8वां पॉइंट बन जाएगा कि दिस इज इंप्रूवमेंट ओवर टेरिटोरियल ग्रुपिंग। ठीक है, वही हो गया कि उसके ऊपर बहुत बेटर है, एंड टेरिटोरियल के बेसिस पे प्लानिंग करते हो उससे तो बहुत बेटर ही हो जाता है। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ मिला नहीं लोगों को तो उन्होंने डाल दिया कि इम्प्रूव्स वेगनेस एंड कंफ्यूजन इन ग्रुपिंग बिजनेसेस। यहाँ पे ग्रुपिंग करने में जो कंफ्यूजन वेगनेस होता है वो खत्म हो जाता है। फिर आगे एक्स्ट्रा लिखना ही था, फैसिलिटेट्स अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्रायोरिटीज एंड रिसोर्स एलोकेशन। वही सेम चीज वापस से रिपीट करिए। ये हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ एसबीओ स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एसबीओ वन। ठीक है, आई होप अभी तक अपने को टाक इंडस्ट्रीज के साथ में मस्त समझ में आ रहा है। ठीक है, अपन ने काफी टाइम स्ट्रक्चर को ही दिया है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अब थोड़े अपने इंपॉर्टेंट हो गए, अब आगे अपन थोड़े जल्दी जल्दी खत्म करते जाएंगे। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, देखो खुद ही बोल रहा है दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था एंड आपका जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर था, प्रोडक्ट यानी डिविजनल स्ट्रक्चर था, फंक्शनल और एक तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर को कंबाइन कर देता है एक ही लेवल के ऊपर। ठीक है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अपना प्राइमरी क्लासिफिकेशन का टाइप क्या था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का टाइप था। ठीक है, और भी टाइप्स हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी अपन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे थे। डिविजनल के अंदर अपन क्या कर रहे थे, डिविजनल के अंदर भी अपन प्रोडक्ट पे फोकस रख रहे थे, प्रोडक्ट कैटेगरी थी। ठीक है, लेकिन फंक्शनल के अंदर क्या था, फंक्शन इंपॉर्टेंट थे, फंक्शन प्राइमरी था। ठीक है, ये फंक्शन प्राइमरी था एंड प्रोडक्ट प्राइमरी था, आपको दोनों को कंबाइन कर देता है, यानी दोनों प्राइमरी बन जाते हैं। अभी दोनों प्राइमरी कैसे बनेंगे, दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे। मतलब देखो, दोनों एक लेवल पे कैसे हैं, यहाँ पे आपका अलग अलग फंक्शंस आ गए, ये मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ये सेल्स आ गया, ये फाइनेंस आ गया, पर्सनल आ गया, ये अलग अलग फंक्शंस आ गए। ठीक है, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 एम्प्लॉइज होंगे ना, इस सेल्स के अंदर 3 एम्प्लॉइज होंगे, इसके अंदर 3 एम्प्लॉइज होंगे, इसके अंदर भी, मतलब एग्जाम्पल के लिए 3 लिखा है, और भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शंस बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक बंदा जो है, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, फंक्शनल के अंदर क्या था कि सेल्स का जो एक बंदा था ना, वो सिर्फ अपने सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करता था, उसका जो सेल्स का जो हेड था, सेल्स हेड था, वो एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट करता था। ठीक है, डिविजनल के अंदर, एसबीओ के अंदर क्या था, वो बंदा क्या कर रहा था, अपना जो प्रोडक्ट का जो उसका डिवीजन था उसके हेड को रिस्पॉन्ड कर रहा था, मैंने को रिपोर्ट करता था। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों को रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे वो सेल्स हेड को भी रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे वो ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके हेड को भी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सपोज करो, मतलब मैं आपको रियल लाइफ में कहाँ पे वर्क करता है ये, जहाँ पे होता है, वैसे तो और जगह पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूँ। रियल लाइफ में कहाँ पे होता है ये, कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर ये यूजुअली वर्क करता है, जो कंसल्टेंसी फर्म्स है। ठीक है, आपका बेन, बीसीजी, बीसीजी की कितनी बार आ चुका है नाम अपना ना, है ना, बीसीजी जो है, उनके अंदर यूजुअली फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्क करता है। कैसे, देखो, उनके जो हायरिंग करते हैं लोगों की, वो अलग 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 मतलब स्पेशलाइजेशन में करते हैं। ठीक है, एक होता है जो स्ट्रैटेजी में रहता है, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, वहाँ पे हायरिंग करते हैं लोगों की। ठीक है, कि जो स्ट्रैटेजी में निपुण है, जो बताते हैं रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, देन वो कुछ लोगों को आईटी कंसल्टिंग के लिए भी हायर करते हैं, सिस्टम्स के अंदर अगर कोई चेंज वगैरह करना रहा तो कैसे होगी, वो आईटी कंसल्टिंग के लिए कहते हैं। एचआर कंसल्टिंग के लिए भी वो लोगों को हायर करते हैं, कि जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एमबीए किया है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एमबीए किया है। ठीक है, वो पीपल मैनेजमेंट के अंदर बेटर रहते हैं, वो उनको एचआर कंसल्टिंग के लिए के अंदर टीम को वो हायर करते हैं, अलग अलग लोगों को लिया है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, जब भी किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, लेट्स से एचयूएल थी, ठीक है, एचयूएल या फिर आदित्य बिरला ग्रुप, वो बीसीजी के पास गया कि हमें हमारी कंपनी के अंदर ओवरहॉलिंग करनी है, ओवरहॉलिंग करनी है, यानी हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना है। ठीक है, अभी जो हमारा स्ट्रक्चर था वो सही नहीं चल रहा, हमें चेंज करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम एक किसी नए बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं, उस नए बिजनेस के एंटर एंटर करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, आप जिस नए बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हो, उस नए बिजनेस में एंटर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग भी चाहिए, कि नए बिजनेस के अंदर सेल वगैरह कैसे इंक्रीज होगी, नए बिजनेस का सेटअप कैसे होगा, कॉम्पिटिशन कैसे, उसमें आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग भी चाहिए, उसमें आपको आईटी कंसल्टिंग भी चाहिए, क्योंकि आपको नए नए सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे वहाँ पे, नए नए टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स लगेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह लगेंगे, आपको आईटी कंसल्टिंग भी चाहिए, आपको एचआर कंसल्टिंग भी लगेगी, क्योंकि लोग यहाँ वहाँ मूव करेंगे।
लोगों के डिपार्टमेंट स्विच होंगे तो आपको चाहिए कि फ्रिक्शन मिनिमम हो, वरना लोग नाराज हो सकते हैं। नाराज हो गए तो सब छोड़ के चल जाएंगे, छोड़ के चल जाएंगे तो भाई सेंस खत्म। तो अभी जो प्रोजेक्ट आया एबीजी की तरफ से, उसमें बीसीजी क्या करेगा, क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट टीम बनाएगा, ठीक है, कि उसको नाम दे देंगे, और हर प्रोजेक्ट का एक नाम होता है ना, ऐसे नाम रख देंगे, फिनिक्स, अल्ट्रॉन, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसका हमने नाम रखा था प्रोजेक्ट डिम्सम, क्योंकि हम रेस्टोरेंट चेन एक्वायर कर रहे थे, और रेस्टोरेंट चेन के अंदर सबसे कॉमन पड़ा था डिम्सम, तो हमने नाम रखा था प्रोजेक्ट डिम्सम। ऐसे ही ऐसे यूनिक नाम रखता ताकि बाहर नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। प्रोजेक्ट स्टार ऐसे नाम, ठीक है, फीनिक्स, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट का नाम रख देंगे, लेट्स से प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं अल्फा, ठीक है, प्रोजेक्ट अल्फा, ठीक है। बीटा गामा जो रखना तुम रख दो यार, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट अल्फा के अंदर क्या होगा, ये लोग बोलेंगे कि स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग के अंदर लेट्स से 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 नहीं, ज़्यादा ही होंगे, 70-80 लेट्स से। आईटी कंसल्टिंग के अंदर भी लेट्स से 70-80 एम्प्लॉइज हैं, एचआर कंसल्टिंग के अंदर भी लेट्स से 70-80 एम्प्लॉइज हैं। एक सेकंड रुको यार, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अल्फा के अंदर क्या होगा, वो यहाँ पे एक अल्फा है, इसका एक प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अल्फा का एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, या प्रोजेक्ट का पार्टनर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लो उसका आप, ठीक है। वो बोलेगा कि मुझे क्रॉस फंक्शनल टीम चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट करना है उसमें मुझे हर एक से लोग चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हर लेवल हर डिपार्टमेंट का चाहिए, बिना उसके काम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा है। तो वो क्या करेगा, एक बंदा यहाँ पे बैठा होगा, उसको उठाएगा, एक बंदा यहाँ बैठा होगा, उसको उठाएगा, एक बंदा यहाँ होगा, उसको उठाएगा, यहाँ पे हो सकता है दो दो उठा ले, ठीक है, जो भी, ठीक है। एंड वो सबकी टीम बनेगी, एंड वो सब लोग किसको रिपोर्ट रिपोर्ट करेंगे, वो सब लोग रिपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट अल्फा के मैनेजर को, ये सब लोग रिपोर्ट करेंगे किसको, इस प्रोजेक्ट अल्फा के मैनेजर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्ट्रेटजी कंसल्टिंग थी, ये एक डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट का एक हेड है, आईटी कंसल्टिंग का एक हेड है, एचआर कंसल्टिंग का हेड है। तो ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग स्ट्रेटजी कंसल्टिंग हेड को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट अल्फा के प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये आईटी कंसल्टिंग के हेड को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आते उसी के अंडर में है, हायर उन्होंने ही किया था ना, हायर उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो हायर जो करता है वही सारा सब कुछ संभालता है, आप उसी को रिपोर्ट करते हो, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल यही करता है, आप प्रमोट हो गए तो यही लोगों के अप्रूवल के साथ जाएगा, बिना इनके अप्रूवल के नहीं जा पाएगा आपका प्रमोशन। ये लोग बोलेंगे कि भाई तू इस प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा तो आप नहीं जा पाओगे, एवरीथिंग रिगार्डिंग यू हैज टू गो थ्रू देम, क्योंकि इन्होंने आपको हायर किया है, आपका जो यहाँ पे मैनेजर होगा आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेट्स से 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 1 महीने का, 2.5 महीने का, 3 बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, 5-6 महीने का भी हो सकता है, तब तक आप इस प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोजेक्ट अल्फा के मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी डबल लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी ना, आप इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, एंड आप इसको भी कर रहे हैं, अगर आप ये हैं तो इसे मैट्रिक्स बोला जाएगा। यहाँ पे 2 लाइनें बन जाती है, ऐसे देखो, ये एक तरीके से मैट्रिक्स ही हो गया ना, और भी तो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी भी ऐसी लाइनें बन रही होगी, तो ये मैट्रिक्स ही तो हो गया एक तरीके से, देखो ना, आप विजुअलाइज करके देखो, ये क्या मैट्रिक्स ही तो है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये वो मैट्रिक्स मूवी की बात नहीं है, ये रियल लाइफ मैट्रिक्स है, ठीक है, वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली प्रोजेक्ट टाइप जो बिजनेस, प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं ना, उनके अंदर ऐसा ऐसा वर्क करता है, जो कंसल्टिंग कर रहे हो तो जिनमें प्रोजेक्ट बेसिस पे अलग अलग काम होता है, वहां पे जनरली वर्क करता है। प्रोडक्ट बेसिस बिजनेस के अंदर ही अलग अलग वर्क नहीं करता है, प्रोजेक्ट बेसिस बिजनेस के अंदर ही वर्क करता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जस्ट नीदर अ प्योरली फंक्शनल नॉट डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों ही नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये फंक्शंस भी अलग अलग चाहिए, फंक्शंस भी आपको अलग अलग चाहिए, क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट है ना, फंक्शंस की स्पेशलाइजेशन भी आपको चाहिए, कि कोई बंदा स्ट्रेटजी में स्पेशलाइज्ड हो, वो बंदा मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड हो, बंदा एचआर में स्पेशलाइज्ड हो, आपको चाहिए सब अलग अलग में स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बेस्ड भी टीम चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ही प्रोजेक्ट्स पे चलता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन एक को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, अपने को दोनों को रखना पड़ेगा, अलग अलग, दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, दोनों को प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने वही लिखा है, व्हेन ये तब जरूरी होता है जब सेवरल डायमेंशंस हैव रफली इक्वल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जब प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस, कस्टमर की इंपॉर्टेंस, टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस, फंक्शनल एरिया की इंपॉर्टेंस, इनमें से मल्टीपल चीजों की इंपॉर्टेंस इक्वल, तब मैट्रिक्स बनता है। अगर एक को बोल सकते हो कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से,
तो उसको अपन प्राइमरी लेवल बना देंगे। जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर था, उसमें क्या था, प्रोडक्ट पहला है तो प्रोडक्ट को प्राइमरी बना दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे हैं, तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो 3-4 के साथ में हो जाए तो भाई दो ही, दो ही, ठीक है। तीन उस उतना भी मत जाओ, ऑर्गेनाइजेशन का और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अपने को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एमबीए नहीं करना है ना। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ इतना भी कोई नहीं बताएगा, ठीक है, जितना अपन डिटेल में जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनफ है इतना एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो, इट इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड चेंजिंग। ये तो ये हर जगह डाल देते हैं, जब भी इन्वायरमेंट चेंजिंग होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तब अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम करेंगे, ये तो हर जगह डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बता रहा है कौन सी कंडीशन फेवर करती है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बने, ठीक है। बोल रहा है पहला, आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स। क्रॉस फर्टिलाइज यानी, क्रॉस फर्टिलाइज यानी मतलब आइडिया यहां से वहां जाना चाहिए, आइडिया वहां से यहां जाना चाहिए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो आइडियाज हैं वो साथ में ट्रैवल करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एक ही आइडिया जो है इस फंक्शन का इसी फंक्शन में रह जाए, नहीं नहीं नहीं, इसका आइडिया हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर भी चाहिए। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक तरीके से क्या, ठीक है। रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, रिसोर्सेज स्कैर्स स्कैर्स है भाई, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। कैसे भाई, यही लोग हैं यार। अभी थोड़ी मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए कहीं और से नई टीम लेके आऊंगा, कि नहीं जो खाली बैठे हुए उनको मेरे प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेता हूँ, नहीं नहीं भाई। जो इनके अंदर हायर हो रखे हैं, जो स्ट्रेटजी में हायर हो रखे हैं, जो आईटी में हायर हो रखे हैं, जो मार्केट जो एचआर में हायर, उन्हीं को लेके आना है मुझे। मैं थोड़ी कि हाँ मैं एक अलग टीम बनाऊंगा मेरी खुद की, जो लोग सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के लिए ही होंगे, नहीं ऐसा थोड़ी है, आपको वहीं से उठाने पड़ेंगे लोग, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन नीड्स इंप्रूवमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट है वहां पे जल्दी जल्दी काम करना है आपको, जल्दी फंक्शन, तो इनको रिपोर्टिंग आपको देनी ही पड़ेगी, इनको इसको रिपोर्टिंग देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर वो बोले कि पहले इससे अप्रूवल लेके आओ ताकि ये मेरा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, उतना नहीं चलेगा, ठीक है, वैसा काम नहीं चलेगा। डिवल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, इस बंदे को इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सब कुछ अगर इसके थ्रू होने लगे तो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। बट क्लैश होता है, जब दो लोग को रिपोर्ट करते हो तो क्लैश होता ही है, ठीक है। आगे वही क्वेश्चन है, वाई इज मैट्रिक स्ट्रक्चर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिजाइन। ये उसके लिमिटेशन है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके लिमिटेशन होने लग जाए तो सोचो आप कितने कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन्वॉल्व्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोज ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो देखो मैट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैट्रिक स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो इसमें आपको पता है कि कॉस्टली बहुत है ना, कॉस्टली बहुत है ना, ये मैट्रिक स्ट्रक्चर कॉस्टली पड़ेगा ना आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो दो डिविजन है, ठीक है। तो अब यहाँ से एफएम के अंदर अपन ने कॉस्ट पढ़ी थी ना, एफएम से मैंने कॉस्ट पढ़ी थी ना, कौन सी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पीएचडी कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप पीएचडी कर लो, ठीक है। ये आपका मेमोरी टेक्निक। ऐसे देखो, ऐसे वियर्ड वियर्ड होंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। अगर मैं एकदम ऐसा लॉजिकल कनेक्ट हो जाए तो फिर तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। तो वियर्ड चीजें याद रहती है भाई इंसान को। सीओसी में पीएचडी करना है आपको, ठीक है। तो सीओसी से क्या है, पहले सी से आएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, कि यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। भाई देखो, दो दो जगह से कम्युनिकेट करना है तो इफेक्टिव चाहिए। दूसरे ओ से क्या है, ओवरहेड। यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, हायर ओवरहेड कॉस्ट लगेगी, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट पोजीशंस आपको चाहिए होंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी चाहिए आपको, इनके अलग अलग भी चाहिए, बहुत सारे मैनेजमेंट पोजीशन है, तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। देन तीसरे सी से क्या है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट तो होना ही है, कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। दे विल बी मे क्रिएट कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग ड्यूटीज, किसका काम अभी आप करोगे, वो कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। अथॉरिटी किसकी है, रिसोर्स एलोकेशन किसका है, होगा ही। क्योंकि पता है क्या, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को आप रिपोर्ट कर रहे हो, ये तो आपको काम करने बोलेगा ही। देखिए, जो अपना एबीजी का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट अपने क्या नाम लगा था, अल्फा, उसका मैनेजर आपको काम करने बोलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो आपका मैनेजर है ना ऊपर जो बैठा हुआ है, उसको भी पता नहीं बीच बीच में चुल मस्ती है कि मेरा काम करने वाला कोई नहीं है, मैं इसी को पकड़ता हूं कि तू अब मेरा काम भी कर साथ साथ। होता है, आप जाओगे ऑडिट करने जब बिग फोर वगैरह में, टैक्स में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि चुल होती है वहां पे टीम्स के अंदर, स्पेशली ऑडिट के अंदर। आपका परफॉर्मेंस मैनेजर कोई और होगा, ठीक है, एंड आप प्रोजेक्ट किसी और में असाइंड हो गए, आपका परफॉर्मेंस मैनेजर बोलेगा नहीं इसका ये काम भी करे, मेरे को करके दे, मैं खाली, मेरे पास नहीं है कोई करने के लिए, तू मेरा काम भी कर। तो कंफ्लिक्ट आएगा, और आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई आपका अप्रेजल इसी को करना है। अगर इसने सोच लिया कि मेरा अप्रेजल सही नहीं करेगा तो फिर बोनस तो इसी के हाथ में, ठीक है। तो मे क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग ड्यूटीज, अथॉरिटी एंड रिसोर्स अलोकेशन, कि आप कहाँ अलोकेट हो गए। रिसोर्स अलोकेशन एक्चुअली ए टर्म यूज्ड इन बिग फोर्स, मेरा रिसोर्स मुझे दो, ठीक है, वो चीज यूज होती है, ठीक है।
COC में PhD करनी थी आपको, C तक पहुंच चुके थे अपन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स तक थे अपन। देन उसके बाद है PhD। P से क्या है, पावर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगा, वो आपका पॉइंट ये रहा फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला पावर स्ट्रगल, ठीक है। पावर स्ट्रगल फिफ्थ वाले में क्यों है, दोनों के बीच में टक्कर रहेगी, फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर या फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में, कि इस बंदे के ऊपर पावर किसकी है, ठीक है, उनके बीच में टक्कर हो सकती है, मोस्टली नहीं होगी लेकिन होती है, ठीक है। अब वो बात है कि आपने किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रखा है, वरना बिग फोर्स के अंदर क्या है, जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजर है ना, जो आपका फंक्शनल मैनेजर है, उसको यूजुअली इतनी अथॉरिटी दी नहीं जाती है, उसको जो काम करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूवल लेके ही करना पड़ता है, इतनी अथॉरिटी दी नहीं जाती है। उससे क्या होता है कि थोड़ा फायदा हो जाता है, संभल जाती चीजें, ठीक है। तो वो पर्पस ऐसा बनाया गया है कि मैट्रिक्स को सॉल्व कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, वरना अगर छोड़ दिया जाए तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मैट्रिक्स तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थी जो अपन ने पढ़ी नहीं, ठीक है, यहाँ पे वही चीज थी कि देखो, मैट्रिक्स जो है इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कंबाइंड फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स साइमल्टेनियसली एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। उसके आगे ये लिखा है कि यहाँ पे दो सुपीरियर होते हैं, एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ फंक्शनल मैनेजर, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और चीज लिखी हुई थी, होम डिपार्टमेंट, जो आपका होम है जहां पे आप बसते हो, वो यूजुअली फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है एंड परमानेंट होता है। जैसे अपन ने बात करी कि आप हायर कहाँ पे हुए हो, आप हायर कहाँ पे हो, स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, IT, ये आपका होम डिपार्टमेंट, ये परमानेंट है। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये टेम्पररी है, ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिस है तो टेम्पररी है, प्रोडक्ट बेसिस है तो ये टेम्पररी नहीं होगा, लेकिन रिलेटिवली इसकी कम इंपॉर्टेंस है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन है दोनों जगह पे आपकी अथॉरिटी, आपको रिपोर्टिंग लाइंस, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, होम डिपार्टमेंट यूजुअली फंक्शनल एंड परमानेंट वेयर द एम्प्लॉइज आर असाइंड टू प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट यूनिट्स which are usually temporary and are differentiated on a product market basis, ठीक है। चलो, अब अपन कहाँ पे थे, प्रॉब्लम्स पे थे, पी पे थे पावर स्ट्रगल बता दिया अपन ने। एच से क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये कहाँ है, देखो एच से है हॉरिजॉन्टल, साथ में वर्टिकल भी आएगा, क्या कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो भी होता है अथॉरिटी कम्युनिकेशन का, एंड वर्टिकल भी होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो रहा है, ठीक है। देन डी से क्या है, ड्यूअल। अब बताओ अगर पॉइंट ही ड्यूअल है तो क्या ड्यूअल खुद एक बार आ सकता है, ड्यूअल खुद भी दो बार आएगा, आईसीआई लेवल लॉजिक, ठीक है। तो ड्यूअल भी दो बार आया है, ठीक है। देखो जैसे पहले, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू ड्यूअल लाइंस ऑफ बजट अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग। आपका बजट दो दो लोगों के हाथ में है, आपकी सैलरी दो दो लोगों के हाथ में है, आपकी रिपोर्टिंग, बजट की रिपोर्टिंग भी दो दो लोगों को है, कितना खर्चा किया दो दो लोगों को रिपोर्ट करने का है, ठीक है। तो ड्यूअल लाइंस ऑफ बजट अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ड्यूअल फिर से आएगा, क्या, ड्यूअल सोर्सेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि आपका जो रिवॉर्ड है एंड पनिशमेंट है वो दो दो लोग डिसाइड करेंगे। देखो ये भी डिसाइड करने वाला है कि भाई तेरी परफॉर्मेंस कैसी है, ये बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। इसके हाथ में भी है, ये भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला है, ठीक है। इसके हाथ मेन तो आपका इसके हाथ में, ठीक है। तो दो दो जगह से आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट डिटरमाइन होता है, दो दो जगह से होता है, इसलिए क्लैशेस होते हैं। बिग फोर्स में इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। क्या होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास कोई राइट नहीं है खुद से कि आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट डिसाइड करे, वो सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूवल लेके करता है कि बताओ इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, मैं उस हिसाब से इसको रेटिंग देता हूँ। तो इट हैज टू गो फ्रॉम योर परफॉर्मेंस मैनेजर, फ्रॉम योर रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। बिना इसके थ्रू नहीं हो पाएगा, इसको इससे कंसल्ट करना पड़ेगा तभी होगा। तो उन्होंने पर्पसली एक बंदे से वो पावर खींच ली है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इस बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं हो। दैट इज अ मेथड डिप्लॉयड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब नहीं प्रॉब्लम ही नहीं होती है, प्रॉब्लम तो है, अगर वो नहीं किया जाए, दोनों के पास ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का काम है ना एक तरीके से, राइट, इसके पास भी है इसके पास भी है, ठीक है। तो ड्यूअल खुद दो बार आया है, कैसे पॉसिबल, आईसीआई लेवल लॉजिक ड्यूअल दो बार आएगा ना। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये थी आपकी क्या, इसके लिमिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या होगा इसका, कैसे याद रखोगे भाई, देखो मैट्रिक्स के अंदर केओस होता है, केओस हो रहा है आपको पता है ना। तो अब मैट्रिक्स को, केओस को सर्वाइव कौन लोग कर पाएंगे, जो ओजी वेटरन्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, है ना, जो ओजी वेटरन्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, जो काफी टाइम से चलाते आ रहे हैं, तो वो लोग हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ओजी मैट्रिक्स वेटरन्स, ओजी मैट्रिक्स वेटरन्स सर्वाइव केओस, ठीक है। तो ओजी से क्या है अपना ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या इसमें क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट के क्लियर हो जाते हैं, कुछ भी लिखेंगे यार, ठीक है। मैट्रिक्स एम से क्या है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बन जाते हैं आपके, ठीक है, ऊपर भी इधर भी, ठीक। एडवांटेज कैसे हुआ वो इनको मालूम, लिख दिया उन्होंने एडवांटेज, डिसएडवांटेज है बल्कि वो तो, ठीक है। वेटरन्स, वी से क्या है, विजिबल, विजिबल इन द सेंस कि आपको विजिबल रिजल्ट दिखते हैं आपके वर्क के, ये तो दूसरों के भी थे, लेकिन ठीक है पॉइंट खत्म हो रहा था ना, नहीं था तो डालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सर्वाइव, एस से क्या है, शट डाउन, शट डाउन इन द सेंस कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं
वो इजीली शट डाउन हो जाते हैं इसके अंदर। मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म हो गई, टीम डिसॉल्व हो गई, अब तुम अपने अपने डिवीजन में जाओ, है ना। अगर ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता तो वहां पे चीज नहीं हो पाती, क्योंकि आपके पास एक होम डिपार्टमेंट है जिसमें आप खाली बैठे रहोगे, जिसमें आप पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर यही मेन डिपार्टमेंट होता, अगर यही मेन डिपार्टमेंट होता, अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। यहाँ पे टीम जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, एंड देन ये सस्टेन करता है, वो चीज़ है। तो शट डाउन जल्दी हो जाता है प्रोजेक्ट। ये सारी बातें मेरी आपको याद आएगी जब आप ऑडिट वगैरह में जाके काम करोगे। हाँ, वो सारी बातें वहाँ पे जाके याद आएंगी, बेटर समझ में आएगी आपको ये सारी बातें वहाँ पे जाके, ठीक है। केओस, सी से क्या है, कंबाइंस। कंबाइन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से कंबाइन कर लेता है। क्या लंबी फेंकी है ना। स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से कंबाइन कर लेता है, ठीक है। चलो, स्टेबिलिटी है कि आप यहाँ पे टिके हुए हो, इस फंक्शन में टिके हुए हो। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहेंगे आपके, ठीक है। अब आगे बोला है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके लिए आपको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या है, पहले तो आपको प्लानिंग एंड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, है ना, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक्सीलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको। क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर होना चाहिए एकदम, कि अभी तक मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर हूं, मैं अभी आपका काम नहीं कर पाऊंगा, एकदम क्लियर है। प्लीज मुझे बीच में आके मत बोलना कि तुम मेरा काम भी कर, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो चीज़ है यहाँ पे, क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि खत्म हो जाए प्रॉब्लम, ठीक है। अब बोला है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये दिया किसने बताया कैसे बनता है, ये दो बंदे हैं, डेविस एंड लॉरेंस, उन्होंने स्टेप बताए तीन। ये तीन स्ट्रक्चर, ये इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसके तीन फेसेस हैं, थ्री डिस्टिंक्ट फेसेस हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपकी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस बनेगी, मतलब थ्री फेजेस में बनता है। परमानेंट कैसे बनेगा, मैट्रिक स्ट्रक्चर बोल रहा है कि मैट्रिक स्ट्रक्चर परमानेंट किस तरीके से बन सकता है, ये जो भी अपन बात करते हैं टेम्परेरी वाले की बात कर रहे थे, ठीक है। पहले क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस आएंगी आपकी, ठीक है। मतलब क्या होगा, सपोज करो जैसे, इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, आदित्य बिरला ग्रुप का, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में था जब, तो उनका एक ही बिजनेस था, एक ही रेस्टोरेंट था, ठीक है, मतलब नया नया बना था, एक ही रेस्टोरेंट था, ठीक है। तो उनके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स थे, मार्केटिंग थी, ठीक है, देन ऑपरेशंस था, देन स्ट्रेटेजी था, ठीक है। एक ही रेस्टोरेंट था तो सिंपल काम चल जाता था कि एक रेस्टोरेंट को मैनेज, मतलब एक शहर के अंदर तीन चार रेस्टोरेंट थे, तो मार्केटिंग टीम थी, ऑपरेशंस टीम थी, स्ट्रेटजी टीम थी, ठीक है। कॉमन थी स्ट्रेट मार्केटिंग टीम, वो ही संभालती थी, एक ही मार्केटिंग टीम सारे संभालती थी, सारे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग संभालती थी। ऑपरेशंस ऑपरेशंस टीम के अंदर भी एक ही टीम थी, सबकी संभालती थी, ठीक है। स्ट्रेटजी टीम थी, सबका संभालती थी। फिर क्या हुआ, हम लोग एक्सपैंड करने लगे बहुत सारे, हम लोग नए-नए रेस्टोरेंट्स एक्वायर करने लग गए, नए-नए शहरों में रेस्टोरेंट खोलने लग गए, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या ज़रूरत कैसे पड़ेगी, सपोज़ करो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक नई चेन एक्वायर करी रेस्टोरेंट, जिसमें कहा था प्रोजेक्ट डिम्सम, उसके नाम में एक रेस्टोरेंट चेन एक्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो हम जो रेस्टोरेंट चेन एक्वायर कर रहे थे, अब उस एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली, ठीक है, कि हम एक्विजिशन कर रहे हैं, लंबा प्रोसेस 6, 7, 8 महीने चलता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो उस एक्विजिशन करने के अंदर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद आपको उसको खुद को संभालना है, उसको रन करना है, एंड मार्केटिंग भी करनी है बहुत सारी, ऑपरेशंस भी टेक ओवर करने हैं, स्ट्रैटेजी भी टेक ओवर करनी है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स एक्सपैंड करने लग गए, तो जब भी हमारा कोई एक्विजिशन होता था, तो अब हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्विजिशन के अंदर हम अकेले कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी टीम जो है या जो एम टीम है वो अकेले कर सकती है, उसको सारे फंक्शंस की एक इंपॉर्टेंस की जरूरत है, उसको मार्केटिंग वाला दिमाग भी एक चाहिए, उसको ऑपरेशंस वाला दिमाग भी एक चाहिए, जो समझा सके कि अच्छा किस, अगर आप इस रेस्टोरेंट को अक्वायर कर रहे हैं तो मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑपरेशंस कैसे करनी है। तो हमको हर एक डिपार्टमेंट से एक एक बंदे, जैसे मैं ही था, मैं ही बंदा था वो जो कोऑर्डिनेट करता था सबसे, कि मुझे वो एक्विजिशन मुझे हैंडल करना है, ठीक है। अब मुझे हर हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ब्रेन्स चाहिए, ताकि हमको, मुझे सबकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी है, मुझे थोड़ी मार्केटिंग समझते हैं, मुझे थोड़ी ऑपरेशन समझते हैं, वो तो इनको आता है ना, बट मुझे उन सबकी क्रॉस इंपॉर्टेंस, मुझे उन सबको यूज करना है एक्विजिशन को अच्छे से करने के लिए। इसे प्रोजेक्ट मैनेजर रोल बोलते हैं, कि मैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं इन सबको हैंडल कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, मार्केटिंग में 3 लोग थे, ऑपरेशंस में लेट से 3 लोग थे, स्ट्रेटजी में लेट से 3 लोग थे, मैं स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में था। तो हमने क्या किया, हमने बोला मार्केटिंग से हमने एक बंदे को चूज किया कि यार तू आजा, तू हमारे को इसमें हेल्प कर, हमारे जो एक्विजिशन चल रहा है ना इसमें तू हमको हेल्प करना। ऑपरेशन से हमने इस बंदे को लिया कि यार तू हमारे को इसमें हेल्प कर, इनके इनके मैंने सीईओ से अप्रूवल ले लिया कि चलो मेरे को ही बंदा चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को मैं लेके आ गया हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कि हम अभी एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट हुआ क्या, मैंने क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाई, क्रॉस फंक्शनल
टास्क फोर्स बनाई जो अलग अलग फंक्शन की है। मैं हूं, ठीक है, मेरे साथ में मार्केटिंग वाला बंदा है, मेरे साथ में ऑपरेशन वाला बंदा है, ये मैंने क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैं हूं, मैं हूं, ठीक है, ये भी मुझे रिपोर्ट कर रहा है, ये भी मुझे रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाई, है ना, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, अलग अलग फंक्शन की टास्क फोर्स बनाई, ठीक है। टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर यूज, ये टेम्पररी है, मैंने बोला अभी के लिए आ जाओ, अभी के लिए मैनेज करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म तो मेरे साथ ही काम करोगे, ठीक है। जनरली व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, हमने एक नया रेस्टोरेंट लेके आए थे, ये नई प्रोडक्ट लाइन लेके आए थे, ऐसा भी बोल सकते हो, तो मुझे एक चाहिए था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर इज इन चार्ज एज द की हॉरिजॉन्टल लिंक, मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर जो इन चार्ज हूँ इस हॉरिजॉन्टल लिंक, मैं नहीं होता तो क्या था, ये लिंक ही नहीं था, इससे वर्टिकल वर्टिकल ही होता, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके, जैसे 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 करके हम एक एक रेस्टोरेंट के ऊपर वर्क करते जाएंगे, जैसे ये रेस्टोरेंट चेन है, ठीक है, अभी तो हम एक्विजिशन कर रहे हैं, 7-8 महीने तक हम लोगों ने साथ में काम किया, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये रेस्टोरेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये लोग मेरे साथ काम करने के आदी हो जाएंगे, ये लोग इस काम में, इस रेस्टोरेंट को संभालने के लिए हेल्प, इनको आदत पड़ जाएगी, इनको एक्सपीरियंस आ जाएगा, इसको भी आ जाएगा, एंड मैं भी नहीं चाहूंगा कि अब इसको मैनेज करने के लिए हम किसी और बंदे को लेके आए, तो व्हाई नॉट इसी बंदे को बोल दिया जाए कि इस रेस्टोरेंट की जो आगे के जाके मार्केटिंग है तू ही संभाल, इसकी जो आगे जाके तू ही संभाल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है दूसरे स्टेज के अंदर, दूसरे स्टेज के अंदर हो रहा है, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स मोर परमानेंट, वो थोड़ी परमानेंट हो गई है, ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर, जैसे मैं हूं प्रोजेक्ट मैनेजर कि मैं, हम लोग ये रेस्टोरेंट को अक्वायर कर रहे हैं, अब एक तरीके से मैं उस रेस्टोरेंट का ही हेड बन चुका हूं, जो अलग अलग फंक्शन से लोगों को लेके आ रहा है, पहले मैं सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर था, अब मैं एक तरीके से वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह पे आप यहाँ पे सोच के देखो, रेस्टोरेंट एक अलग नया रेस्टोरेंट, एक अलग, उसको भी एक नया रेस्टोरेंट, एक तरीके से नया प्रोडक्ट है हमारे लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एक नया रेस्टोरेंट, एक तरीके से एक नया प्रोडक्ट हो गया ना, समझ के देखो, तो मैं एक तरीके से प्रोडक्ट मैनेजर बन गया या रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया, रेस्टोरेंट हेड बन गया, ठीक है। द फंक्शनल स्टिल स्ट्रक्चर स्टिल इज प्राइमरी, फंक्शन अभी भी है, वो लोग अभी भी मार्केटिंग में, वो लोग अभी भी ऑपरेशंस में है, जबकि प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर जो है वो अब इंटीग्रेटर बन चुके हैं सेमी परमानेंट प्रोडक्ट्स का, ब्रांड्स का, जबकि मैं एक इंटीग्रेटर बन गया हूं सेमी परमानेंट ब्रांड्स का, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जैसे जैसे इसको और टाइम हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एकदम मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा इन द सेंस कि अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये लोग दो लोगों को काम कर रहे थे, अभी तक मार्केटिंग वाला भी इनको थोड़ा बहुत काम दे रहा था, ऑपरेशंस वाला भी इनको थोड़ा बहुत काम दे रहा था, थोड़ा बहुत ही मेरे लिए काम करते, थोड़ा बहुत ही मेरे लिए काम करते, ऐसा नहीं उनका यूजुअल काम खत्म हो गया, यूजुअल अभी भी काम कर ही रहे हैं अपना, जिनको ऊपर से मिल रहा था, साथ साथ मुझे भी हेल्प कर रहे थे, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा, परमानेंट होता जाएगा, उस तरीके से क्या हो जाएगा, ये लोग रहेंगे तो इसका मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस का ही, लेकिन काम ये लोग सिर्फ मेरे ही रेस्टोरेंट का करेंगे जो मैं अक्वायर कर रहा हूं, उससे मैच्योर मैट्रिक्स बोला जाएगा कि आप हो किसी डिपार्टमेंट के, लेकिन काम आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या प्रोडक्ट के लिए ही करते हो, ठीक है। तो आप रिपोर्ट इस मार्केटिंग मैनेजर को करते हो, लेकिन साथ में आप सारा काम मेरे ही रेस्टोरेंट के लिए करते हो, वो हो गया। पहले आप दूसरों का भी कर रहे थे, वो इतना मैच्योर नहीं हुआ था, टेम्परेरी था, मैंने कहा 2 घंटा दिन का ये काम कर लिया यार, बाकी टाइम तो अपना देख ले, धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट परमानेंट होने लग गया, क्वेश्चन हो गया, तो 2 घंटे का 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, ठीक है। ऊपर वाले उनको थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी होगा ऑब्वियसली, फिर क्या होगा, मैंने कहा भाई तू परमानेंट अभी यहीं पे आ जा, अप्रूवल ले लूंगा मैं सीईओ से, उनको बोल दिया कि भाई ये लोग मुझे चाहिए, हो गया काम, मैच्योर मैट्रिक्स हो गया, समझ रहे हो आप, तो परमानेंट अपना ही काम करेंगे अभी वो, ठीक है। दैट इज मैच्योर मैट्रिक्स, अ ट्रू ड्यूअल ऑथोरिटी स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिश्ड, बोथ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, बोथ फंक्शनल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बिकम परमानेंट, वो परमानेंट हो चुके हैं अभी, एम्प्लॉइज रिपोर्ट टू बोथ वर्टिकल फंक्शन सुपीरियर एंड हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। फंक्शनल प्रोडक्ट मैनेजर हैव इक्वल अथॉरिटी दोनों की, ऐसा नहीं कि इसी के कम है, एंड मस्ट वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज, साथ में ही काम करना पड़ेगा हम दोनों को, ठीक है, कि ये बंदा कैसे काम करेगा, ठीक है। चलो दैट वाज मैट्रिक्स कंप्लीट, मैट्रिक्स इज ओवर, ठीक है। अब अपने दो बचे हैं स्ट्रक्चर, दो जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, ठीक है। एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक आर ग्लास स्ट्रक्चर है। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर को बोला गया है रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, रेडिकल यानी एकदम नया है, अभी एकदम नया नया आया है, ठीक है, एकदम नया नया है। इसके अंदर क्या होता है, जितने अपने बिजनेस फंक्शंस होते हैं, इन हाउस होते हैं, मार्केटिंग अपनी होती है, अपनी प्रोडक्शन अपना होता है, वो सब खत्म हो जाता है, उनको हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्या मार्केटिंग खुद नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहे, हम सब आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। वो आउटसोर्स होने लग जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर है क्योंकि हमने आउटसोर्स ही कर दिया, ठीक है। ये कहां पे होता है देखो, ये मोस्टली जितने यूट्यूबर्स लोग काम कर रहे हैं, इसी पे वर्क कर रहे हैं,
ठीक है, मोस्टली जो यूट्यूबर्स लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर में ही आते हैं। कैसे? ठीक है, यहाँ पे देखो इनका ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, कंटेंट इसका जाता है, रिकॉर्ड वगैरह ये करता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ये एडिटिंग खुद करता है? नहीं, फ्रीलांसर्स है। फ्रीलांसर्स मतलब जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो एस्टेब्लिश हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटे लेवल पे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एडिटिंग के लिए इसके फ्रीलांसर्स हैं। थंबनेल या ग्राफिक्स बोल दो, सिंपल ग्राफिक्स जो बनेंगे उसके लिए फ्रीलांसर है, ठीक है। कंटेंट स्ट्रैटेजी उसके लिए एजेंसी है, ठीक है। पीआर मैनेजमेंट मतलब पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं, उसके लिए एजेंसी है। वो है ना रणवीर अलाहाबादिया की एजेंसी, मॉन्क एंटरटेनमेंट, तो वो यही तो करती है एजेंसी, तो वो कंटेंट क्रिएटर्स को मैनेज ही तो करती है, इन्फ्लुएंसर्स को, वो और कर रही है। तो आप देख रहे हो ना, सब कुछ आउटसोर्स्ड है। हमने किसी को हायर नहीं कर रखा है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। सब बाहर के लोग हैं, ये पीआर मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छी है एजेंसी, तो हमने वो काम इसको चिपका दिया, ठीक है। एडिटिंग में बहुत अच्छा है बंदा, तो हमने काम इसको चिपका दिया, ठीक है। ग्राफिक्स में बहुत अच्छा है, हमने इसको दे दिया, हमने खुद का हायर नहीं किया। स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा है बंदा, उसको दे दिया, अपन खुद नहीं कर रहे। मैं बस बीच में, उनके बीच में कनेक्टिंग पीस हूँ, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, जो सबसे डील कर रहा है इन्फ्लुएंसर, इसे बोलेंगे ब्रोकर। सबसे डील कर रहा है, इसको बोला गया ब्रोकर। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी निपुणता है, सबकी अपने अपने स्पेशलाइज है हर एक चीज के अंदर, हम सब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम बन जाते हैं ब्रोकर बीच के। ये है नेटवर्क स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? चलो, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसे तो है ही नहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ है ही नहीं, अकेला एक ही बंदा है। लेकिन अगर आप देखो सब लोग आउटसोर्स हो गए, तो इसलिए इसको वर्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, मतलब वर्चुअल है। अगर आप सोचना चाहो तो हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है कि ये लोग सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन नहीं भी है, तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है इसको, ठीक है। जहां पे क्या है, ग्रुप्स हैं, कोलैबोरेशन होती हैं थ्रू चेंजिंग नॉन हायरार्किकल कॉब वेब लाइक नेटवर्क्स। ये चेंजिंग नेटवर्क्स है, नेटवर्क बन गया है जो चेंज होता रहता है, नॉन हायरार्किकल है, ऐसा नहीं है कि एक कोई दूसरा बंदा दूसरे को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बस सबको सबसे ये काम निकलवा रहा है, ना ये इसको रिपोर्ट कराना, इसको कोई और मैनेजर है, ना उसको कोई और मैनेजर है, सब अलग अलग है, हायरार्किकल नहीं है। कॉब वेब बना हुआ है, वेब है, वेब वेब होता है ना, मकड़ी का जाला, ऐसा ऐसा नहीं होता ना, हाँ ऐसा गोल होता है शायद वो, ठीक है। मतलब कौन एक दूसरे से कनेक्टेड है बस, ठीक है, बस वैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड, इनका विजुअलाइज करोगे तो आपको यहाँ पे मकड़ी का जाला दिखाई देगा। सोचो मेरी नजर से देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मकड़ी का जाला, सोचो, लगेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉब वेब लाइक नेटवर्क्स, ठीक है। तो कुछ भी लिखते हैं यार, सिंपल लिख देते ना, छोड़ो। अब यहाँ पे क्या है, देयर मे बी ए स्मॉल हेडक्वार्टर्स एक्टिंग एज अ ब्रोकर। जैसे इन्फ्लुएंसर था, वो खुद ही है, खुद का हेडक्वार्टर है, एक्टिंग एज अ ब्रोकर, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू होली ओन डिविजन्स, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू होली ओन डिविजन्स, ठीक है। पार्शियली ओन सब्सिडरीज, कुछ डिविजन उसका खुद का होगा, कुछ डिविजन उसने इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं, कुछ कुछ भी खुद खुद से नहीं करता होगा, हो सकता है कुछ उसने हायर कर रखा हो, कोई बंदा उसने खुद, जैसे स्ट्रैटेजी का बंदा खुद से हायर कर सकता है कि स्ट्रैटेजी अपन साथ में देखेंगे, वो इंटरनल है उसका, लेकिन बाकी सब आउटसोर्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल कंपनीज में क्या होता है, जितनी भी आप देख रहे हैं, शू बनाने वाली कंपनीज है, नाइकी देख लो, दवाइयां बनाने वाली कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, उनको देख लो, वो सब इसी पे वर्क करती हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद थोड़ी करती है। एप्पल देख लो, एप्पल आईफोन थोड़ी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रखी है किसी और को, ठीक है। लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स कर सका किसी और को कि तुम लॉजिस्टिक्स तुम संभाल लेना, डिजाइन आउटसोर्स कर रखा किसी और को, हम लोग सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, एंड आपको बताएंगे प्रोसेस मैन्युफैक्चर किस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग खुद की है, मेन तो मार्केटिंग कंपनी है वो, ठीक है। वैसा चीज तो सब कुछ आउटसोर्स है। नाइकी को देख लो, डिजाइन प्रोडक्ट की हम बनाएंगे, स्ट्रेटजी हमारी होगी, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करेंगे, चाइना, वियतनाम, इस साइड में सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है शूज़ की, ठीक है। एडिडास का भी सेम वही है, लॉजिस्टिक्स वहीं से मैनेज हो जाएगा, तो मेजोरिटी काम तो आपने आउटसोर्स कर दिया, क्वालिटी मैनेजमेंट उन्हीं के पास है, सब कुछ उन्हीं के पास है, अपन तो सिर्फ कुछ फंक्शंस रख के बैठे हुए हैं, बाकी तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया ना। दैट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। की फीचर्स क्या है इसके, एक्सटेंसिव आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस फंक्शंस होती है, ठीक है।
बताया ही, ठीक है। यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप्स एंड कोलैबोरेशन रादर देन अ ट्रेडिशनल हायरार्की। ट्रेडिशनल हायरार्की नहीं है, ग्रुप्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉइज की जगह पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पीरियड बनते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद से नहीं कर रहे हो, नाइकी वगैरह एप्पल वगैरह, वो संभाल रहे हैं, उनके साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल के लिए आप बनाओगे हमारा, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज़, ये देखो डायग्राम वैसा ही है जो मैं आपको दिखा रहा था, बीच का ब्रोकर है एंड सारे जो चीज़ें हैं वो आउटसोर्स हो गई हैं। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना कि ऐसे बीच में होता है, सब वहीं से कनेक्ट होकर आ रहा होता है। हाँ, अब मेरे को डिज़ाइन याद आया मकड़ी के जाले का, अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, अब याद आया मुझे, है ना? ऐसा होता है ना, बीच में से होता है, सब सारे कनेक्शन वहीं से निकल रहे होते हैं, वैसा। तो उसके बाद में क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यहाँ पे, इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एक्टिविटीज दैट कुड अदरवाइज बी परफॉर्म थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी हम खुद ही कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन यानी हम खुद ही कर ले रहे हैं, अब वो नहीं कर रहे, आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। बिजनेस फंक्शंस आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, ये सब लोग अलग अलग जगह पे हैं, जरूरी नहीं है एक ही जगह पे बैठे हुए, अलग अलग जगह पे हैं। जैसे मैंने बताया एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, वियतनाम में, अलग अलग जगह पे हो रहा है यार। खुद बैठा यूएस में, लॉजिस्टिक्स भी इन सारी कंट्रीज के अंदर हो रहा है, बैठा यूएस में, ठीक है। यहाँ पे भी तो ये हो रहा है ना, ये कहाँ पे बैठे हुए हैं आपको पता है क्या? ये सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं आपको पता है क्या? इंडिया में फैले हुए हैं, जहाँ से लेना है लेके आओ। ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं? भाई देखो मुझे एक बात बताओ, इतना सारा आपको कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम उस तरीके से, सिस्टम्स आपके इस तरीके से बने होने चाहिए, कंट्रोल उस तरीके से होने चाहिए ना, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ओवर द पीरियड क्या हुआ है, आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी के अंदर। उससे क्या हो गया है कि हमारे को ये सब जो आउटसोर्स करना है वो सस्ता हो गया है। पहले सस्ता नहीं होता, अब सस्ता हो चुका है। उस वजह से क्या हो रहा है, हम इसको अंदर ही बनाते, हम खुद से मेक करते, खुद को इनको बनाते, ठीक है, वो सस्ता पड़ता है ना, आउटसोर्स करना महंगा पड़ता। लेकिन अब क्यों हो रहा है कि इनको आउटसोर्स करना सस्ता पड़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, कम्युनिकेशन सस्ता हो चुका है। उस वजह से क्या हो रहा है कि बाहर से आउटसोर्स करना कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, sophisticated information systems and electronic markets reduce the transaction cost of the marketplace, thus justifying a buy over a make decision। यानी आप सर्विसेज बाय करो अदर देन खुद से बनाओ, घर के अंदर ही बनाओ उस चीज को, वो डिसीजन जस्टिफाई कब होगा, जब बाय करने की कॉस्ट कम पड़ेगी। पहले नहीं थी, पहले अगर आप सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, बाय करते, मतलब बाय करते, तो आपको ज्यादा पड़ती है आपको मेक खुद से बनाने से। अब उल्टा हो गया है, इसकी कॉस्ट कम हो गई ना बाय की, ये सेम ही है, वैसा बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स बिजनेस यूनिट्स लिंक थ्रू अ कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम है डिजाइनिंग, प्रोडक्टिंग और मार्केटिंग का प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। फिर एग्जाम्पल उन्होंने एयरटेल वगैरह का दिया है, पढ़ लिया, मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए। ये कब अप्रोप्रिएट रहता है, वही इन्वायरमेंट का ज्ञान देगा ये, ठीक है। व्हेन द इन्वायरमेंट इज अनस्टेबल एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो, ठीक है, दस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इनोवेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर क्या है, एडवांटेजेस को क्या पढ़ोगे, देखो कॉम्प्लिकेटेड है ना ये, कॉम्प्लिकेटेड है ना, इतना सब लोगों को मैनेज करना कॉम्प्लिकेट होता है भाई, कॉम्प्लिकेट होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना। आउटसोर्स्ड है, खुद का होता तो यहीं पे डांट लगा दी, क्या कर रहा है बे, ठीक है, आउटसोर्स्ड है, तो एक तरीके से कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपका मेमोरी वर्ड क्या बनेगा, मेमोरी टेक्निक क्या बनेगा, FCCD। अब इसको क्या पढ़ना है वो तुम समझते हो, है ना, तो क्या पढ़ना है वो तुम समझते हो, है ना, वो तुम समझ लो, बट मैंने लिख दिया FCCD, ठीक है। अगर किसी जिसको नहीं समझ में आया हो तो वो CCDF भी रख सकता है ना, CCDF भी समझ सकता है, चलो। बट मैं तो FCCD पे बात करूंगा, ठीक है। F से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी आ जाती है ना, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, इसको निकालना, हटा हटा दो इसको यार, नहीं सही से नहीं करा, खुद कंट्रोल विजन होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, आप रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज से जल्दी जल्दी इवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सी से क्या होगा, कोर कॉम्पिटेंसी, कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी फोकस कर सकते हैं। जैसे एप्पल रिसर्च में बहुत अच्छा है, चिप उसकी जो मेमोरी चिप है उसकी परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंट होती है, इंटरनली बहुत अच्छा बना लेता है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो हम उस वो करेंगे, हम वो करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जिस जो मैन्युफैक्चरिंग में जो अच्छा है वो उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग उसको हमने आउटसोर्स कर दिया। लॉजिस्टिक्स में कोई और अच्छा है वो हमने आउटसोर्स कर दिया। जिसमें अच्छा उस पर फोकस रखो तो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी फोकस रख पाओगे, है ना। तो अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज बाय यूटिलाइजिंग, खुद की कोर कॉम्पिटेंसी फोकस रखो एंड जो दूसरा जिस चीज में अच्छा है उसका फायदा उठा लो। यूटिलाइज द एफिशिएंसीज ऑफ अदर फर्म्स स्पेशलाइजिंग इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। यूट्यूबर भी तो यही कर रहा था, इन्फ्लुएंसर भी तो यही कर रहा था,
एडिटिंग में ये अच्छा है, इससे ले लो, ग्राफिक्स में अच्छा है, इससे ले लो, पीआर में अच्छा है, इससे ले लो, सब कुछ हम थोड़ी करेंगे, हमें सब कुछ नहीं आता, हम बोलने में अच्छे हैं, यूट्यूब हम आके कैमरा पे बोल लेंगे, हम उसमें अच्छे हैं, ठीक है। सी, देन दूसरे सी, तीसरे सी से कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट क्यों? क्योंकि आप आउटसोर्स कर दे रहे हो ना, इन हाउस टीम मेंटेन करने की कॉस्ट कम हो जाती है ना, वही बाय ओवर मेक, है ना। देन लास्ट में है डी से डिसेंट्रलाइज्ड। क्या है कि आपके डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, तो आपको एक बड़ा हेडक्वार्टर रखने की जरूरत नहीं है। अगर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता, मतलब अगर आप सारे फंक्शंस खुद ही रखते, ज़्यादा लोगों की जगह पड़ती, ज़्यादा लोग बिठाने पड़ते आपको अपने ऑफिस में, अब नहीं बिठाने पड़ेंगे, तो रेंट वगैरह भी कम हो जाएगा, आपको आपको छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस से भी काम चल जाएगा, वैसे बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द नीड फॉर द लार्ज सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन भी कुछ होंगे, क्या? क्योंकि इतने सारे पोटेंशियल पार्टनर्स हो गए, न्यूमरस हो गए, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतने सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वो होती है, ठीक है। पार्टनर सिलेक्शन प्रॉब्लम्स की, एक-एक को सिलेक्ट करना बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को ना सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है ना? एंड कंटीन्यूअस लर्नर बनना पड़ता है इनको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आप सोचो। एक सेकंड, हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे-जैसे आपके स्ट्रक्चर कम होते जा रहे हैं, जैसे-जैसे आपके रिपोर्ट ही कम होते जा रहे हैं, जैसे पहले स्ट्रक्चर क्या था, आपका डिवीजन था, डिविजनल मैनेजर था, उसके अंदर आपका अलग फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर आपका एक अलग से मैनेजर था, तो रिपोर्टिंग लाइन एकदम क्लियर थी कि मुझे बात किससे करनी है, सिर्फ इससे करनी है, फंक्शनल मैनेजर से करनी है, फंक्शनल मैनेजर बोलेगा मुझे डिविजनल मैनेजर से, डिविजनल मैनेजर बोलेगा मुझे सीईओ से करनी है। तो सबको अपना रिपोर्टिंग नेटवर्क पता है, आपको 10 तरीके से लोगों से बात नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो एक एम्प्लॉय के ऊपर 10 लोगों से बात करने की वो आ जाती है पोजीशन। कैसे? अब इस इन्फ्लुएंसर को आप सोचो, 10 लोगों से डील करना है, 10 लोगों से डील करना है ना? अगर इसके साथ में कोई एम्प्लॉइज़ भी इसके डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे अगर आप देखो आईफ़ोन, एप्पल आईफ़ोन, उसके अंदर बंदा होगा, ठीक है? टीम होगी, जो इन सबसे हैंडल करती होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी देखती रहेगी, जो लॉजिस्टिक्स वालों को भी देखती रहेगी, जो ऑब्वियसली इन एक्सटर्नल वेंडर्स आउटसोर्स इनको हैंडल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो आपको बेसिकली मल्टीपल लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। पहले सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अंदर करते थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से, स्टेक होल्डर से डील कर रहे हो एज़ एन एम्प्लॉयी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा इंटेंस इंटरेक्शन करना पड़ता है विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। उससे क्या होगा? आप स्ट्रेस में आ सकते हो, क्योंकि यू मे लैक द कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड फॉर दीज़ इंटरैक्शंस। कुछ भी बनाना है, कुछ भी बनाना है, बनाएँगे, बना दिया, ठीक है? चलो, देन क्या है? उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास स्ट्रेस हो जाएगा बेचारों के पास। ये तुम्हारा पॉइंट है। ठीक है, चलो। आउटसोर्सिंग फंक्शंस टू सेपरेट सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर में प्रिवेंट द फर्म, हाँ, ये क्या है? अच्छा, हाँ, इसका मेमोरी टेक्निक भी है, मेमोरी टेक्निक भी है, बताना भूल गया मैं। ठीक है, 4 हैं पॉइंट्स, लिमिटेशंस, याद कैसे याद रखोगे? देखो, नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी काम खराब होगा ना, तो आप कोसते रहोगे लोगों को। आप कोसते रहोगे कि यार करता ही नहीं है सही से यार, करता ही नहीं है सही से। ये इन्फ्लुएंसर यही करता ही नहीं सही से एडिटिंग यार, करता ही नहीं है, लेट ही देता है, कोसते रहोगे आप, हमेशा किसी ना किसी को कोसते रहोगे। तो इसलिए इसका मेमोरी टेक्निक है कोस, COSE, है ना? COSE, सी से कोसते रहोगे तुम इसमें, ये इसका लिमिटेशन है। तो पहले सी से क्या है? कोऑर्डिनेशन, वो अपन ने बात कर ली कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। देन ओ से क्या है? ओ से है अपना ये चौथा वाला पॉइंट, ओवर स्पेशलाइजेशन, कि आप किसी फंक्शन के अंदर ओवर स्पेशलाइज करने का सोच रहे हो, कुछ आप आउटसोर्स कर रहे हो, कुछ आप ओवर किसी के अंदर आप खुद से ही करने वाले हो, तो जिसमें आप खुद से करना है उसमें आप ओवर स्पेशलाइज हो जाओगे, ठीक है। ओवर स्पेशलाइज अगर आप हुए और आगे जाके वक्त, आगे वक्त अगर ऐसा बदला, जज्बात ऐसे बदले कि उस डिपार्टमेंट का अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अगर आप बोलो कि हम डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, एप्पल आईफोन बोल रहा है, आगे जाके लेट्स से डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, फ्यूचर वक्त में बोले सब कुछ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डिजाइनिंग में मैटर ही नहीं करती, गया, खत्म, टाटा गुड बाय, गया क्या? तो आप ओवर स्पेशलाइज करके बैठे उसके अंदर, एंड वो उसकी नीड ही खत्म हो गई मार्केट के अंदर। ओवर स्पेशलाइजिंग एंड चूजिंग द रॉन्ग फंक्शंस एंड बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव, आगे जाके आप नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, ठीक है। सिनर्जी, ठीक है, ओ से एस से अपना क्या था? अरे ओ से अपना ओवर स्पेशलाइजेशन था, सॉरी, ओ से अपना ओवर स्पेशलाइजेशन था, वो अपन ने बात कर ली। हाँ, यही तो बोला था मैंने, ओवर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, किस बात का सॉरी। ओ से ओवर स्पेशलाइजेशन वो अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन एस से है सिनर्जी, सिनर्जी क्या है? ये रहा तीसरा पॉइंट। भाई देखो, आप अलग अलग लोग आउटसोर्स कर रहे हो, फिर आप पहले अगर आप यही काम खुद से कर लेते सारे काम, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपके इंटरनल आ जाते, तो उनको कंबाइन करके आपको सिनर्जी एडवांटेज मिल जाता कि सारे फंक्शंस मैं खुद से कर रहा हूँ, तो मुझे सिनर्जी एडवांटेज है कि सारे फंक्शंस मेरे पास ही है ना, तो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। लेकिन अभी सब कुछ आउटसोर्स हो गया, तो सिनर्जीज कम मिल पाएगी, कंबाइन करने से सिनर्जी मिल जाता। देन ई से क्या है? एम्प्लॉइज, वो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया।
ठीक है, तो सी से आपका कोऑर्डिनेशन, ओ से ओवर स्पेशलाइजेशन, देन एस से सिनर्जी, देन ई से एम्प्लॉइज। ये अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर खत्म। अब अपन आते हैं आर ग्लास स्ट्रक्चर। ये आपका आर ग्लास स्ट्रक्चर है। आर ग्लास ऐसे ही दिखता है ना, आर ग्लास ऐसे दिखता है ना। ठीक है, ये आपका आर ग्लास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कंस्ट्रिक्टेड है, नैरो है, नैरो है। तो ये बीच वाला नैरो है। इससे मिडिल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, मिडिल मैनेजमेंट नैरो हो गई है। ऊपर की मैनेजमेंट बड़ी है, नीचे की जो लोअर लेवल है, एकदम नीचे वाला लेवल, वो भी बड़ा है। बीच वाला लेवल नैरो हो चुका है। इसे आर क्लास स्ट्रक्चर बोला गया है। ये क्यों नैरो हो गया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इन लोगों का काम रिप्लेस कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने इन लोगों का काम रिप्लेस कर दिया है। कैसे रिप्लेस किया? एग्जाम्पल दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ब्लिंकिट देखा है ना, ब्लिंकिट के डार्क डार्क स्टोर्स देखे हैं आपने? डार्क स्टोर यानी जो पीछे जैसे स्टोर से अपने पास सामान आता है। ठीक है, तो ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स के अंदर क्या होता है? ठीक है, स्टोर के अंदर कोई मैनेजमेंट टीम होगी, ज़्यादा भी नहीं होंगे मैनेजमेंट टीम के अंदर, आई थिंक। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। आई थिंक मे बी 6 to 7 लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, है ना, स्टोर के अंदर। ठीक है, इनका एक मैनेजर भी होगा, स्टोर मैनेजर भी होगा, और उसके अंदर में 6-7 लोग भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, एंड फिर जो राइडर्स हैं, डिलीवरी राइडर्स जो हैं, ठीक है, वो सब किससे कनेक्टेड है? ऐप के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो होता क्या है? सपोज करो अगर ये ऐप नहीं होता, ब्लिंकिट का ऐप नहीं होता, तो क्या होता? अभी करंटली क्या होता है? अभी करंटली क्या होता है? राइडर्स को काम कैसे मिलता है? उनको ऑटोमेटिकली उनका जो ऐप है उससे मिल जाता है कि अच्छा ये कस्टमर का ऑर्डर आया है, जाके आपको पिक करना है, रेस्टोरेंट से, स्टोर से पिक करना है। वो जाता है स्टोर के अंदर, स्टोर के अंदर वो ऑलरेडी बैग में रेडी रखता है सामान। इसको उठाना होता है, स्कैन करना होता है वहाँ पे कि मैं जा रहा हूँ सामान लेके, एंड सामान लेके निकलना होता है, एड्रेस डायरेक्टली डिलीवर करना है, खत्म। ठीक है, टाइम पे डिलीवर किया नहीं किया, कस्टमर को सही पहुंचा नहीं पहुंचा, वो सब काम ऐप अपने आप कर रहा है, अपने आप ही ट्रैक कर रहा है कि सही टाइम पे हुआ नहीं हुआ, कस्टमर खुश है नहीं है, अपने आप उसमें हेल्थ सपोर्ट वगैरह के सारे ऑप्शन है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रिपोर्ट कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारा काम ऐप ने कर लिया। अब सोचो अगर ऐप नहीं होता तो क्या क्या होता? ठीक है, एक सिटी में आपके कम से कम 40 to 50 राइडर्स तो होंगे, बेयर मिनिमम 40 to 50 राइडर्स तो होंगे। अगर ऐप नहीं होता तो आपको स्टोर के अंदर एक बंदा प्रॉपर ये बैठा, 2-3 बंदे आपको इसलिए बैठाने पड़ते कि तुम एक काम करो, तुम जो काम होगा असाइन करोगे डिलीवरी पार्टनर को। ठीक है, तुम्हें काम असाइन करना राइडर को कि भाई देख ऑर्डर आया है, आजा तू, आजा तेरा नंबर है, तू जा। बोलेगा सर नहीं नहीं मैं तो अटका हुआ हूँ, बीच में अटका हुआ, मेरे पास तो आया ही नहीं, मैं तो भी पुरानी डिलीवरी खत्म नहीं हुई, कस्टमर फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा तू नहीं, चल दूसरे को फोन करता हूँ। दूसरे को फोन किया, वो बोले सर मैं तो घर में सो रहा हूँ सर, मैं तो आ गया, जब छुट्टी लेके आ गया, मैं तो सो रहा हूँ। तीसरे को फोन करा, तू आ जा आ जा। कितना टाइम गया? आपको बंदे चाहिए 2-3 उसके लिए। ठीक है, असाइन करने के लिए, टास्क असाइन करने के लिए, टाइम पे हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने के लिए अलग आदमी चाहिए आपको। कस्टमर को प्रॉब्लम आ गया, वो मैनेज करने के लिए आपको अलग आदमी चाहिए कि एक नहीं मल्टीपल लोग चाहिए एक एक काम करने के लिए। ठीक है, तो कितने सारे आपको लोग चाहिए होते हैं जो सिर्फ वो काम कर रहे होते जो भी आप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कंपनी का स्ट्रक्चर कितना सिंपल हो गया। ठीक है, नीचे राइडर्स हैं जो ऑपरेशनल लेवल काम कर रहे हैं, जो डिलीवरी करके आ रहे हैं, ये तो उतना ही है, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ऊपर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है, कंपनी का टॉप हेडक्वार्टर्स है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के अंदर वो सारे लोग हैं, ऐप बनाने वाली टीम है, ठीक है, मार्केटिंग की टीम है, ऑपरेशंस की टीम है, ऊपर पूरी टीम बैठी हुई है। ठीक है, ये जो स्टोर मैनेजमेंट जो है, ये मिडिल लेयर के अंदर आएंगे। स्टोर मैनेजमेंट जो लोग हैं, स्टोर मैनेजर से जो लोग हैं, ये मिडिल लेयर में आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल बीच में है। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली समझ लो कि एक तरीके से बीच में आएंगे मिडिल मैनेजमेंट में। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, है ना, इनमें लोग कम हो गए क्योंकि इनका काम ऐप खा गया। यही काम पहले आपको लोग रखने पड़ते, आपको स्टोर मैनेजमेंट के लिए और लोग रखने पड़ते, जो स्टोर मैनेजमेंट टीम है आपको ज्यादा रखनी पड़ती। अभी आपको 6-7 लोग ही चाहिए कि हाँ स्टॉक संभालना है, सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, शहर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, बस उतना। ठीक है, कोई लोकल कंफ्लिक्ट हो गया उसको सपोर्ट करने के लिए 6-7 लोग। अदरवाइज आपको कम से कम 20 से 25 लोग बैठाने पड़ते हर स्टोर के अंदर। तो हर स्टोर की जो बीच में लेयर है उसे मिडिल मैनेजमेंट बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब आप ये जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे मत सोचना कि जो मिडिल मैनेजमेंट जो है वो टॉप से छोटी होनी चाहिए, अरे नहीं नहीं वो मतलब नहीं है। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है, रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है कि जो मिडिल स्ट्रक्चर है वो पहले से कम हो चुका है, पतला हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनसे छोटा ही है टॉप मैनेजमेंट से, अरे नहीं अभी भी टॉप बीच में ज्यादा ही लोग होंगे टॉप मैनेजमेंट में तो।
मतलब सिग्निफाई करने के लिए, मेटाफोरिकली बता रहा है कि अच्छा ये पतला हो गया एक तरीके से, बस वो बात हो रही है। ठीक है, क्यों पतला हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी काम करने लगी, टेक्नोलॉजी डायरेक्टली लिंक कर दे रही है लोगों को काम से। तो वही बात हो रही है कि आवर ग्लास स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स विद अ कंस्ट्रिक्टेड मिडिल लेयर। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिंक करती है टॉप एंड बॉटम लेवल्स को। ठीक है, रिप्लेसिंग मेनी टास्क ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मिडिल मैनेजमेंट, जो पहले उनको मिडिल मैनेजमेंट को करना पड़ता था मैन्युअली। ठीक है, शॉर्ट एंड नैरो मिडिल मैनेजमेंट विच कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स लोअर लेवल एक्टिविटीज। ये शॉर्ट है, ये मिडिल लेवल एक्टिविटीज को, लोअर लेवल एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत डाइवर्स डाइवर्स एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है, सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल एक्टिविटीज करती है ये, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या होती है कि क्योंकि आपको कम ही लोग चाहिए, आपको 6-7 लोग ही चाहिए, तो आपको चाहिए कि 6-7 लोग ही ना सब कुछ कर लें। ठीक है, 6-7 लोग ही चाहिए, ज़्यादा रख नहीं सकते हो, तो आपको चाहिए कि 6-7 लोग सब कुछ कर लें, ये स्टोर भी संभाल लें, ये इन्वेंट्री भी संभाल लें। ठीक है, ये कुछ राइडर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, झगड़ा वगैरह हो गया, वो भी संभाल लें, लोकल एरिया में कंफ्लिक्ट हो गया कम्युनिटी से, वो भी संभाल लें, या आपको स्पेशलाइज, या आपको चाहिए एक्सपर्ट सब में। ठीक है, क्योंकि कम ही लोग हैं तो कम ही लोगों को सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना है, हर काम थोड़ा थोड़ा करना है, तो तुम सब कर लो। लेकिन पहले क्या था, सारे काम करने वाले बहुत सारे लोग चाहिए होते थे, तो एक एक को अपन टास्क दे देते थे कि भाई तू संभालेगा राइडर्स का कोऑर्डिनेशन, तू संभालेगा कस्टमर को प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अभी वो लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो कम लोग चाहिए, तो कम लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि तुम्हें मल्टीपल चीजों में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीपल चीजें हैंडल करने आना चाहिए तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्ररी टू ट्रेडिशनल मिडिल लेवल मैनेजर्स, यानी पहले क्या होता था, ये लोग स्पेशलिस्ट होते थे, एक काम में अच्छे हैं, अभी इनको जर्नलिस्ट होना पड़ेगा। जर्नलिस्ट यानी मल्टीपल काम करना आना चाहिए, क्रॉस फंक्शनल इश्यूज को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, मल्टीपल चीजें। ठीक है, एडवांटेज क्या है, रिड्यूस कॉस्ट हो जाती है क्योंकि स्मॉलर होगी, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी शिफ्टेड क्लोजर टू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू सोर्स की तरफ आ चुकी है। लिमिटेशन क्या है भाई, इसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है ना, कहाँ जाओगे आप, बीच में तो लोग ही नहीं है, बीच में लोग ही नहीं है। कोई राइडर बोले कि मैं स्टोर मैनेजमेंट शिफ्ट में शामिल हो जाऊंगा, मैं प्रमोट हो जाऊंगा, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अरे भाई कहाँ जाओगे, लोग ही कम है, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लोग ही कम है, तो आप यहीं के यहीं रह जाओगे, तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली करियर में आपके। रिड्यूस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज ड्यू टू शॉर्टर मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, बोर हो जाओगे आप, मिनोटनी, मिनोटनी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नीचे होता आपको मिनोटनी होगी, बहुत सेम काम कर रहे हो, राइड कुछ नया काम तो नहीं है, कुछ क्रिएटिव तो नहीं कर रहा, बोर हो जाओगे। मोटिवेशन, मोटिवेटेड रखना इनको आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे मोटिवेटेड रखो आप इन लोगों को। ठीक है, तो इनको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लिमिटेशंस को, वो भी अपन ने यहीं पे इसी में लिख देते हैं। क्या, कि आप लेटरल ट्रांसफर्स करो। लेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है, देख एक होता है कि आप ओवर द, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो। ठीक है, इसे लेटरल नहीं बोलते हैं, इसे कंपनी के अंदर से बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसे वर्टिकल वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकली बोलेंगे इसे वर्टिकल ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर का मतलब है कि आप एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। ठीक है, ग्रो करके चले गए। जैसे मैं अगर ऑडिट में हूँ, तो मैं ऑडिट से ऑडिट के अंदर ही बढ़े जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जीक्यूटिव था, फिर मैं सीनियर, फिर मैं एसोसिएट बना, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैं मैनेजर बना, उससे अपन बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मैं ग्रो कर जा रहा हूँ। लेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है आप दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को लेके आए अपने डिपार्टमेंट के अंदर, आपने टेक्स से एक बंदे को उठाया एंड आपने उसको लेके आ गया एसोसिएट के अंदर, अपने ऑडिट के अंदर, बोला कि तू यहाँ पे आके मैनेजर बन जा। उसका प्रमोशन ड्यू था टेक्स के अंदर, आप उसको लेके आ गए ऑडिट के अंदर कि तू ऑडिट में आ जा। होता कम है, लेकिन वही बोल रहा है कि आप लेटरल ट्रांसफर्स करो, यानी उनको दूसरी जगह पे भेजो, क्योंकि यहाँ पे तो आप नहीं भेज सकते उनको, यहाँ पे तो मिडिल लेवल, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो उसको। ठीक है, वो खुद के डिपार्टमेंट के अंदर, स्टोर मैनेजमेंट के अंदर तो वो नहीं जा पाएगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो उसको आप। ठीक है, वैसा बोल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहोगे तो अपने को और डेप्थ में जाना पड़ेगा, विच इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड दो, जैसे डिलीवरी राइडर्स को वही देते हैं, मोटिवेटेड नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड दे दिया कि भाई जल्दी डिलीवरी कर दोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करोगे तो आपका पेनल्टी लगेगा, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स हैं, पनिशमेंट है, उससे थोड़ा सा वो काम करते रहेंगे। ठीक है, असाइन चैलेंजिंग टास्क, उनको चैलेंजिंग टास्क दो ताकि उनको मजा आए, मोनोटनी खत्म हो, चैलेंजिंग टास्क दो उनको आप, फालतू का ज्ञान। ठीक है, अब ये टॉपिक है कि इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, यानी पहले कैसे होते थे अब कैसे हो गए हैं, बहुत चेंजेस आ चुके हैं, उसके ऊपर आपको डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। ये लोगों ने ऐसे ही ने बीच में कहीं डाल दिया, आईसीआई ने स्टडी मैट के अंदर प्रॉपरली डाला भी नहीं, एक नया टॉपिक भी नहीं डाला, बीच में कहीं पे डाल दिया,
ये टॉपिक एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच में कहीं पढ़ा हुआ था तो मैंने एक अलग टॉपिक्स में डाल दिया, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन आने को आ सकता है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब अपना ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, ये इतना बड़ा टॉपिक अपन ने खत्म कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही था, वो अपन ने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन धीरे धीरे करके बाकी की चीज़ें भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी की जो चीज़ें रहेंगी उनको अपन थोड़ा क्विकली करेंगे, क्योंकि वो इतने इतने मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे कंफ्यूजन भी इसमें ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं इससे पहले वाले, अपना ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क था टॉपिक, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क हीरा, जिसके अंदर अपन 3.2 में गए थे, कौन सा था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी अपन किस में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर पहला टॉपिक कौन सा है, मैकिन्सी का 7S मॉडल। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं हार्ड एस के बारे में एंड सॉफ्ट एस के बारे में। सेकंड, दैट साउंड्स रॉन्ग यार, रुको रुको, ठीक है। हार्ड एस, सॉफ्ट एस, ठीक है। यूट्यूब संभाल लेना, सबटाइटल के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना, हाँ, डबिंग के अंदर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, संभाल लियो। ये है बस अपना, ठीक है, कि अपन हार्ड एस सॉफ्ट एस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, एस से क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, सारे एस से ही निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए उसको नाम दे दिया 7S। 7 चीजें हैं एस के नाम से, तो उसको 7S बोला गया है, ठीक है। वरना बिना देखे कोई सुने तो भाई मतलब जो एल्गोरिथम सुनने वाला है प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बोला गया है कि देखो एक कंपनी इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेटजी अचीव कर सकती है नहीं कर सकती है, किस तरफ जा रही है, तो वो डिपेंड करता है 7S के ऊपर, अरे यार 7S के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसके अंदर आपके कुछ हार्ड एस हैं, कुछ सॉफ्ट एस हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब अपन वही पढ़ने वाले हैं, हार्ड एस के बारे में और सॉफ्ट एस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि द मॉडल सजेस्ट दैट द एलिमेंट्स आर, वही द मॉडल क्या है, एज अ टूल फॉर एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, आपका डिजाइन एनालाइज करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें बोला है हाउ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स इंटरैक्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये इंटरैक्ट करते हैं हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस, ताकि इफेक्टिवनेस आ सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी वाली, मतलब अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। अब ये बोला सारे इंटररिलेटेड है एक दूसरे से, तो एक में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा, ठीक है। अपन सिंपल जंप करते हैं हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस के ऊपर, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ड एलिमेंट्स, हार्ड एस कौन सी हैं, ये वो है जो कंट्रोल कर सकती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खुद से कंट्रोल करती है। कौन कौन सी होगी, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, है ना। आपका स्ट्रेटजी, आपका स्ट्रक्चर एंड आपका सिस्टम, सी मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के हाथ में, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के हाथ में, सिस्टम मैनेजमेंट के हाथ में, ये मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। एक एक की डेफिनेशन लिख देनी, स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है, डायरेक्शन है, ब्लूप्रिंट है, वही सब हो गया जो अपन ने पढ़ी है, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी अपन पढ़ के आ गए, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कौन सा चूज कर रही है ताकि वो अपने रिसोर्स को अलोकेट कर सके, ठीक है। जो जो भी उसके बाद अल्टरनेटिव्स थे उसमें से उसने कौन सा स्ट्रक्चर चूज किया उसकी बात हो रही है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है वगैरह उसकी बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा, बात करी, वही स्ट्रक्चर है, वही डेफिनेशन लिखनी है आपको, बस यहाँ पे पॉइंट अलग है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देन सिस्टम्स, सिस्टम्स में आपको बताया ही क्या है, प्रोसेसेस क्या रहते हैं आपके, किस किस प्रोसीजर क्या है, पॉलिसीज क्या हैं, वो सिस्टम्स है कि आपके डेली टास्क किस तरीके से रहते हैं, ऑपरेशन किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, एग्जीक्यूट किस तरीके से होते हैं काम, ठीक है, ताकि आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, दैट इज सिस्टम्स, ठीक है। ये तीन आपके हार्ड एस हो गए, क्योंकि इनको मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। सॉफ्ट एस कौन से होते हैं, सॉफ्ट एस कौन से होते हैं जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती एंड उनको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हो, है ना, उनको आप डिफाइन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे इन्हें सॉफ्ट एस के डेफिनेशन में ये डाला है, दे आर हार्डर टू डिफाइन, फिर भी डेफिनेशन दी है लोगों ने, ठीक है। दे आर हार्डर टू डिफाइन, दे आर हार्डर टू डिफाइन एज दे आर गवर्न्ड बाय कल्चर, ये कल्चर से गवर्न होता है, तो ये डिफिकल्ट टू डिफाइन है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन कौन से सॉफ्ट एस हो गए, ये मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करती, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आपके शेयर्ड वैल्यूज, अब ये शेयर्ड वैल्यूज, ये सॉफ्ट एस्पेक्ट ही तो है, शेयर्ड वैल्यूज, कोई हार्ड एस्पेक्ट थोड़ी है, हार्ड मतलब कोई कंक्रीट, उसके ऊपर मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, वैल्यूज बहुत धीरे धीरे बनती है, एक सॉफ्ट एस्पेक्ट एक इंसान का, है ना, ठीक है। देन स्टाइल, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप कैसी है, वो भी मतलब स्ट्रिक्ट है लीडरशिप या लीनियंट है, ऑथोरिटेटिव है, या फिर परमिसिव है, कि हम साथ में लोगों के साथ में हम इन्वॉल्व करते हैं। आगे जाकर लीडरशिप स्टाइल भी पढ़ने वाले, मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है, वो आगे आगे आने वाली है, ठीक है। तो आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है वो भी आपको अफेक्ट करता है। ये सारे सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप कोई प्रॉपर एक तरीके से डिसीजन नहीं लेते हो, ये धीरे धीरे करके बनती हैं, धीरे धीरे करके बनती हैं, ओवर द पीरियड बनती हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हैं। देन आपका स्टाफ, आपका टैलेंट पूल कैसा है, आपका स्टाफ,
ठीक है, ये भी धीरे धीरे करके बनाए, एकदम से थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन आपकी स्किल सेट क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, द कोर कॉम्पिटेंसी इन की स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये भी धीरे धीरे करके बनती हैं, आप एकदम से थोड़ी चेंज कर सकते हो, इतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर आपका, ओवर द टाइम होता है इनके ऊपर चेंजेस। ये सॉफ्ट एस्पेक्ट्स हो गए। तो ये हार्ड ऐसे हैं, सॉफ्ट ऐसे हैं। तो आपको समझ में आ गया कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चलो आपको समझ आ गया। अब इसके लिमिटेशंस के ऊपर आ जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, इन्होंने ज्ञान तो पेल दिया मैकिन्सी ने 7S देके, अब लिमिटेशंस में क्या बोलेंगे, वही काम बोलेंगे जो इन्होंने नहीं, जो ये मॉडल अचीव नहीं कर पा रहा है वो लिमिटेशन में डाल दो। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, देखो एक चीज बताओ। ठीक है, अगर आप एक एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, एक गमला है, उसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो क्या पानी एकदम से नीचे चल जाएगा मिट्टी के अंदर, नहीं, वो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है ना पानी के अंदर। धीरे 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 जो कोई चीज जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीप। द वाटर सीप्स इनसाइड द मड, राइट, वगैरह। तो उसी तरीके से ये जो जो हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस है ना, इनकी इंपॉर्टेंस को असेस कर पाना इतना ईजी नहीं है। ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आता है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको लगेगा स्ट्रैटेजी सब कुछ होती है, स्ट्रक्चर सब कुछ होता है, सिस्टम सब कुछ होता है। आप भूल जाओगे कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि आपकी वैल्यूज कैसी है, आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है, आपकी स्किल सेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको अपन इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे सीप करती है बिजनेस के अंदर। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा कि दिस सीप्स। ठीक है, सीप, देखो 7S के लिमिटेशन भी 8वां एस है, सीप, देख रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, सीप नहीं तो फिर सी भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें तीन तीन ई हो जाएंगे। ठीक है, पहले एस से क्या है, स्टैटिक, कि जो मॉडल है बहुत स्टैटिक है यार, फ्लेक्सिबल नहीं है, बस ऐसा दे दिया, लेस फ्लेक्सिबल फॉर डिसीजन। इस पर डिसीजन कैसे लूं मैं इसके ऊपर, इसके ऊपर, है ना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रहा। देन दूसरे ई से क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो देख ही नहीं रहा है, मेरी कंपनी के अंदर ये है वैसा वैसा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तो कोई इंपॉर्टेंस तूने देखी ही नहीं, वो बात हो रही है। इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड डिपेक्ट्स ओनली द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन तीसरे ई से क्या है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि भाई एग्जीक्यूशन की बात भी तो कर ले, ज्ञान पेल के चला गया, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अबे ये बता एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी वगैरह कैसे एग्जीक्यूट होगी, ज्ञान तो पेल दिया तूने, है ना, कैसे एग्जीक्यूट होगी स्ट्रेटजी उसका बता तू। तो मिसेस आउट ऑन द रियल गैप्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, देन लास्ट पी से क्या है, परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या उससे ये है कि दिस डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कैसे करेगी उसके बारे में बता नहीं रहा है, ज्ञान तो पेल के चला गया, लेकिन परफॉर्म कैसे करेगी, इफेक्टिवनेस कैसे आएगी वो नहीं बता के गया। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्डनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, गलत जगह दिमाग और लाके चला गया, बता के नहीं गया कि भाई क्या होती है एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देखो गलत नहीं, अपने में बहुत अच्छी बात बताई उसने, लेकिन लिमिटेशन निकालने तो कहीं ना कहीं से तो निकालनी पड़ेगी ना तो वैसे ही करता है, ऐसे ही जिस चीज में नहीं होता उसमें भी लिमिटेशन। बताओ जो काम वो करना ही नहीं चाह रहा है वो लिमिटेशन डाल दी। भाई उसने बोला है क्या कि मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के बारे में बता रहा हूँ, वो तो बोल रहा है बस ये 7 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यार। कहाँ बोला, जो चीज नहीं कर रहा वो उसको लिमिटेशन बना देते हैं ये लोग, तो वही करना पड़ेगा अपने को ठीक है, ये एक और टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का खत्म हो गया, मैकिन्जी 7S फ्रेम मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद अपन स्ट्रक्चर के बाद जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था मैकिन्जी 7S ना। अब इसके बाद अपन जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बाद किस पे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बाद में आएंगे। कल्चर कर लेते हैं, अभी सॉफ्ट टेस्ट पढ़ के गए, नहीं पहले लीडरशिप पढ़ते हैं अपन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसमें एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता रहता है काफी कॉमनली, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अभी अपन ने लीडरशिप स्टाइल की बात करी थी, स्टाइल था वहां पे, उसी से कंटिन्यूएशन में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। ठीक है, लीडर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन होता है, जो लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, सबको मोटिवेट कर देता है, वो लीडर होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या करती है, वो फॉर्म की डायरेक्शन सेट करती है। लीडरशिप यानी ऊपर के जो लोग हैं, सीईओ हैं, जो मैनेजर्स हैं, बिजनेस हेड्स हैं, वो लीडरशिप है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये फर्म की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कैसे, दे डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फर्म का विजन। ठीक है, ये फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजीज इन द लाइट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बेसिकली जो जो अपना प्रोसेस था पूरा, वो एक एक टास्क लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, वही कि आप विजन बना रहे हो, मिशन भी लिख देना, ऑब्जेक्टिव भी लिख देना, खत्म, वहीं पे तो रोकना, वहीं सारे लिख देना आप तो साथ में। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लाइट के अंदर, फिर उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे इंप्लीमेंटेशन के लिए, कुछ भी तो वो भी करेंगे अपन चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज करना पड़ा इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, वो भी करेंगे। देन इंस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के अंदर, दूसरों को इंस्पायर करना। ये 4 टास्क हैं, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो होती है इस तरीके से डायरेक्शन देती है कंपनी को 4 काम करके। मीनिंग है एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएगा, शॉर्ट नोट लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मीनिंग एक लाइन में लिखनी पड़ेगी। मीनिंग में हमने पहले ये चीजें लिखी, देन दूसरे में क्या लिखोगे, बहुत सारा ज्ञान पेलना है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है क्या, जो स्ट्रेटेजिक लीडर होता है
वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है। कौन से रोल्स? वो विजनरी भी है, वो स्ट्रेटेजिस्ट भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो कल्चर बिल्डर भी है, वो रिसोर्स एक्वायरर भी है, वो अलोकेटर भी है, वो मोटिवेटर भी है, वो कैपेसिटी बिल्डर भी है, वो प्रोसेस इंटीग्रेटर भी है, वो क्राइसिस मैनेजर भी है, वो स्पोक पर्सन भी है, वो नेगोशिएटर भी है, वो मोटिवेटर भी है, वो आर्बिट्रेटर भी है, वो पॉलिसी मेकर भी है, पॉलिसी एनफोर्सर भी है, हेड चीयर लीडर भी है। इतना सब कुछ है वो। ठीक है। ठीक है, इतना सब कुछ है वो। तो ये सारे मल्टीपल रोल्स हैं। आप अभी सब याद थोड़ी करोगे, नहीं करना है। एग्जाम इनमें से कोई भी 4-5 याद आ जाए, लिख के आ जाना। सारे लिखने का जरूरत नहीं है, उसके आगे एटसेट्रा लिख देना कि परफॉर्म मल्टीपल रूल्स, 4-5 जो याद आगे लिख दिए, आगे एटसेट्रा लिख देना। हाँ, एक्चुअल में कर सकते हो, चलेगा। ठीक है। फिर आगे लिख रहा है, कभी कभी हमें ऑथोरिटेरियन बनना पड़ता है। क्यों नहीं होगा? ऑथोरिटेरियन बनना पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स ऑथोरिटेरियन, समटाइम्स बेटर टू बी परसेप्टिव लिसनर। कभी सुनो कि इनकी तकलीफ क्या है, सिर्फ ऑर्डर देते रहते हो। परसेप्टिव लिसनर। ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन मेकर। ठीक है, कभी परसेप्टिव लिसनर एंड कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। ऑथोरिटेटिव में आपने ज्ञान दिया, ये होना है, होना है। यहाँ पे आप बन रहे हो कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन मेकर, कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है। आगे और ज्ञान है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रिक्वायर्स द एबिलिटी टू एंटिसिपेट। आगे क्या होने वाला सोचना पड़ेगा। एनविजन, है ना, वही बात है, एंटिसिपेट एनविजन, वही बात है। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावर अदर्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक चेंज एंड एज नेसेसिटेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इनमें से भी 2-3 चीजें लिख देना, याद आ जाए तो एक तो ये आएगी ही आएगी, इनमें से 3-4 लिख देना। लिख दो यहाँ पे Ni34, इसके ऊपर लिख देना Ni34, Ni34 इसके ऊपर लिख देना आप। ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसमें से भी 2-3 जो याद आ जाए लिख देना। ठीक है। आगे बोल रहा है स्ट्रेटेजिक लीडर है चेंज एजेंट, यानी कुछ भी अगर चेंज करना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लीडरशिप ही उसको इनिशिएट कर सकती है। दे आर द चेंज एजेंट। स्ट्रेटेजिक लीडर एक्ट्स एज अ चेंज एजेंट हु इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंजेस एंड एंश्योर्स देयर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो इसलिए जो मेजर चेंजेस होते हैं ना, दे जनरली नीड टू बी टॉप डाउन, ऊपर से लेकर नीचे तक होने चाहिए। मतलब विजन क्लियर होना चाहिए ऊपर वाले लोगों का कि हम स्टार्ट चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड विजन ड्रिवन, विजन होना चाहिए, चेंज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। आगे क्या बोला है कि लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं मैनेजर्स के लिए, टू पुश फॉर गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। बताओ, ये मिक्स होकर आ सकता है आपका चैप्टर 1 के साथ में। चैप्टर 1 में आपका था कि आप कौन से लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड देन फंक्शनल लेवल। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडेंटिफाई करो ये कौन से लेवल के ऊपर है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि तो सीईओ है, तो ये तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर है। फिर बोलेगा उनके गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को पुश करने के लिए उनके लीडरशिप रोल्स कौन से होते हैं, तो फिर आपको ये 5 लिखना है। समझा? तो दोनों से मिक्स होके आ गया। ठीक है। सबसे पहला क्या है, इसको मेमोरी कैसे याद, इसको याद कैसे रखोगे? क्या? देखो, लीडर की बात हो रही है तो टीम कैप्टन से बड़ा कौन लीडर? इज लाइक अ टीम कैप्टन ना। लीडर लीडर टीम कैप्टन तो होता है। तो आप क्या याद रखोगे? टीम कैप्टन रन्स एवरी क्राइसिस। सबसे बड़ा रोल उसका क्या है कि उसको हर क्राइसिस को रन करना है, मैनेज करना है। तो टीम कैप्टन रन्स एवरी क्राइसिस, है ना। तो सबसे पहले टी, टी से क्या होगा? टॉप। टॉप क्या है? स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यानी एग्जीक्यूशन के टॉप पे बने रहना है, यानी आपको मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूसली, टॉप पे बने रहना, यानी सब कुछ देखते रहना है। ठीक है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, रिजॉल्विंग एमर्जिंग इश्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स समझो, उनको रिजॉल्व करो। ठीक है। टी से टॉप। देन सी, सी से क्या है? कल्चर। बिल्ड अ कल्चर ऑफ स्पिरिट डे कॉप्स। ये पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर, स्पिरिट डे कॉप्स। ठीक है, कि यूनिटी मेंटेन करनी है आपको, टीम वर्क मेंटेन करना है, मोरल बना के रखना है लोगों का, वैसा कल्चर आपको प्रमोट करना है। ठीक है, कल्चर। ठीक है। देन आर, रन से क्या है? आर। आर से रिस्पॉन्सिव, कैसा आपको ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रखना है, इनोवेटिव रखना है। रिस्पॉन्सिव यानी कुछ भी चेंज आया उसके लिए अडेप्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उसको अलर्ट। यहां पे आपको पूरा ज्ञान लिखना पड़ेगा। क्या? फर्म रिमेन्स अडेप्टिव टू चेंजेस, अडेप्टिव टू चेंजेस, अलर्ट टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, कंड्यूसिव टू इनटू इनोवेशन एंड अहेड ऑफ राइवल्स। ठीक है, ज्ञान पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने उनको अडेप्टिव किसकी तरफ? चेंजेस की तरफ। अलर्ट किसकी तरफ? न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ। कंड्यूसिव किसकी तरफ? इनोवेशन की तरफ। कंड्यूसिव यानी आप उसको फैसिलिटेट करते हो, ना कि रोकते हो। ठीक है, अहेड ऑफ राइवल्स इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। देन ई, ई से है एथिकल। ठीक है, एथिकल क्या है? एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप। ठीक है, आपको एथिकल लीडरशिप प्रमोट करनी है, यानी आपको कंपनी को बिहेव कराना है एथिकली एंड एक्ट एज अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन। कॉर्पोरेट सिटीजन यानी कंपनी भी एक तरीके से सिटीजन है नेशन की, तो आपको मॉडल की तरह, मतलब यानी एक आइडियल कॉर्पोरेट की तरह वर्क करना है, वैसा ज्ञान। ठीक है। क्राइसिस लास्ट वाला, उसमें सी है, सी से करेक्टिव। करेक्टिव क्या है? पुशिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ओवर कभी भी आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो बात है।
ये 5 आपके खत्म हो गए। फिर इन लोगों ने 2 लोगों के एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक तो जिन्होंने 70 घंटे काम कराने का स्टेटमेंट दिया था ना, ये वो है नारायण मूर्ति साहब, इन्फोसिस के, ठीक है। फिर दूसरे अपने धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस को जिन्होंने रिलायंस को ग्रो कराया, ठीक है, स्टार्ट करा था धीरू भाई अंबानी साहब ने, ठीक है। तो वहां तक लेके गए, तो धीरू भाई अंबानी का नाम दिया है, मुक्कू भाई का नाम नहीं लिखा है इसे, इन्हें धीरू भाई का नाम लिखा है, ठीक है। चलो, मतलब धीरू भाई साहब जी, सर, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, मत कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना कि सर, मस्ती में बोल दिया मैंने, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट दीज टू पर्सनैलिटीज अ लॉट, ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ गलत मत लिखना तुम मेरे बारे में, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। चलो, फिर उसके बाद क्या है, मैनेजरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। मैनेजरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मैं किस नजरिए से सोचता हूँ, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरा देखने का नजरिया क्या है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते थे, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज्यादा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड लगता है, फैंसी लगता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि मेरा सोचने का नजरिया क्या है, मेरा माइंडसेट कैसा है, ब्रॉडर है, पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडर है, ठीक है, मेरा नजरिया क्या है, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैनेजर मैनेजर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब मैनेजर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस, प्रीमाइसेस, अजम्पशंस यानी मैं क्या अजम्पशंस लेके चलता हूँ, किन चीजों पे बिलीव करता हूँ, मेरा विजडम किन चीजों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा विजडम किनको एक्सेप्ट करता है, दैट शेप्स अ मैनेजर अंडरस्टैंडिंग, जो क्या करती है, मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है, किसकी अंडरस्टैंडिंग को, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग को, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, एंड द कोर कॉम्पिटेंसीज जो यूज करता हूं मैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को। यानी बेसिकली मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंपनी की, इंडस्ट्री की, कोर कॉम्पिटेंसीज की, तभी तो मैं लीडर बन पाऊंगा। अब मेरा दिमाग उन सब के बारे में क्या अजम्पशन रखता है, क्या प्रीमाइसेस रखता है, उनके बारे में क्या सोच रखता है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस। और शॉर्ट में आगे वही लिखा हुआ है, मैनेजर का माइंडसेट, जो मेरा माइंडसेट है वो शॉर्ट में बोला जाए तो, ठीक है। अब आगे बताया गया, इसकी इंपॉर्टेंस देने के लिए एक बहुत मस्त लाइन बोली है कि देखो, देखो, जो कॉम्पिटिटिव बैटल होती है ना, वो कंपनी के बीच में नहीं होती, वो उनके लीडर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बीच में होती है, उनके माइंडसेट के बीच में हो रही है, उनके लीडर्स के माइंडसेट के बीच की लड़ाई है, कंपनीज की लड़ाई नहीं है, ये लोगों के माइंडसेट की लड़ाई है, लीडर्स के माइंडसेट की लड़ाई हो रही है, ये बोल रही है नेक्स्ट लाइन के अंदर, समझ रहे हो। देखो, अगर एक का माइंडसेट है कि हम लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे, एथिक वगैरह सब साइड में, तो वो प्रॉफिट के पीछे चेस करेगा। एक बंदे का है कि नहीं, प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज चलेगा, एथिक्स नहीं, वो उसका तो वो उस तरीके से कंपीट करेगा, ठीक है। तो आप कॉम्पिटेटिव पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, समझ गए। अब चलो, अब इसके बाद आगे है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर, दोनों में फर्क है। पहले क्या था, लीडरशिप रोल फॉर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के अंदर कौन सा रोल था, वो था। अब आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर, जो स्ट्रेटेजिक लीडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ सब कुछ रैंडम रैंडम जो भी पढ़ा है, जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है, सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको याद कैसे रखोगे कि सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि इसको चैंपियन का कल्चर बनाना है, इसको चैंपियंस का कल्चर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, क्रिएट कल्चर ऑफ चैंप, ठीक है, क्रिएट कल्चर ऑफ चैंप। तो सबसे पहले इसमें सी आ गया, सी से कम्युनिकेट हो जाएगा, क्या कि इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करना है, ठीक है। देन दूसरा सी, सी इसका कल्चर है, ये कल्चर ही हो जाएगा दूसरा पॉइंट, कल्चर मेंटेन करना है ना इसको, देखो, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, वो भी इसका काम है, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देन ऑफ से कुछ नहीं है, चैम्प से स्टार्ट होगा। पहले सी से क्या होगा, चेंज, मैनेजिंग चेंज, चेंज भी सी को मैनेज करना है। देन एच से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द स्ट्रेटेजिक लीडर्स स्किल। लोगों को मैनेज करना तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी, ठीक है, वरना कई किस बात का लीडर, लीडर वही है जो लोगों को लीड कर रहा हो, तो उन्हीं को तो मैनेज करना है आपको, ठीक है। एच से ह्यूमन कैपिटल था। देन ए से एक्शन प्लान, क्या आपको पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे ताकि आप डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। देन है एम, एम से क्या है, मेकिंग डिसीजंस, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने हैं, कुछ भी डाल देंगे तो, ठीक है, रैंडम रैंडम पॉइंट्स डाल देंगे, ठीक है। पी, पी से क्या है, परफॉर्मेंस, क्या करना है आपको, आपको हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करनी ओवर टाइम। मैं रैंडम रैंडम का मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि इनका सेंस नहीं है, सेंस है, लेकिन यही 7 पॉइंट क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। मैं तो 8वें बता सकता हूँ, 9वें बता सकता हूँ, 10वें बता सकता हूँ, आपने यही 7 क्यों चूज करे, दैट इज रैंडम, ठीक है। इनके बीच में कोई लॉजिकल लिंकेज नहीं है एक दूसरे से, दैट इज रैंडम, ठीक है। अब आगे वही बोल रहा है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल्स देयरफॉर रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं आपकी लीडर्स की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स की तरह है, वो एक रिसोर्स है एक तरीके से, जो अगर अच्छा वर्क करेगी तो कंपनी का फायदा होगा, अच्छा वर्क नहीं करेगी तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा, दैट अफेक्ट कंपनीज परफॉर्मेंस, एंड दैट्स व्हाई
आपको लीडरशिप भी अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी ताकि कंपनी का फ्यूचर बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब आगे एक इन्होंने टॉपिक दिया है, बहुत छोटा सा है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्सेस मैनेजरियल लीडरशिप। इसको पढ़ लेना, आप एमसीक्यू में डाल सकता है 1-2 मार्क्स का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, शॉर्ट में वही बोला जाएगा कि जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है वो लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर फोकस करता है, मैनेजरियल लीडरशिप जो होती है वो शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर फोकस रखता है। ठीक है, कि हाँ आज का काम हुआ कि नहीं, वैसा वैसा। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमनली आया हुआ है। दो टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है, अप्रोचेस होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल, एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है, एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कौन सी होती है? जो आपको ट्रांसफॉर्म करके रख दे, अंदर से झंझोर के रख दे कि हाँ तुम्हारे अंदर से परफॉर्मेंस निकाल के लेके आए। ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं तुमको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। ठीक है, फैमिली मैन सीजन 2 के अंदर नहीं था उसका मैनेजर श्रीकांत का, डोंट बी अ मिनिमम गाय, डोंट बी अ मिनिमम गाय। वही है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भाई, वही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भाई। क्या 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 स्पीच देता है यार, डोंट बी अ मिनिमम गाय श्रीकांत, डोंट बी अ मिनिमम गाय। एकदम ऐसे छाती ठोक ठोक के ऐसे मोटिवेट करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल है भाई। और है भाई, और ठीक है, वो क्या करता है, एकदम करिश्मा यूज करता है अपना, वो अपना और करिश्मा यूज करता है, आपके अंदर से एंथुसियाज्म निकाल के लेके आता है भाई, इंस्पायर कर देता है आपको कि भाई काम करो। वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, डोंट बी मिनिमम गाय। ऐसे आपको बिल्कुल मोटिवेट कर देता है वो। ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की गुड के लिए वर्क कर सके, अच्छे के लिए वर्क कर सके, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, ठीक है। और ट्रांजेक्शनल क्या होती है? ट्रांजेक्शनल मोटिवेट वगैरह पे बिलीव नहीं रखती, बोले अरे मेरा काम मोटिवेट करने का नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हारा काम है काम करने का, तो काम करके निकलो। ठीक है, काम नहीं करोगे तो बोनस नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, रेटिंग खराब और कर देंगे, उल्टा डिमोट और कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन निकाल जरूर निकाल और देंगे तुमको। वो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप होती है कि भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, बोनस है, बोनस नहीं मिलेगा वरना तो, बोनस नहीं मिलेगा ना वरना तो वहां पे आप कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, आपके अंदर से इंस्पायर करके नहीं रख दे रहा है आपको बिल्कुल ही, कि अंदर से आ रहा है कि भाई मेरे को काम करना है, क्या बंदा हो यार, इसके लिए काम करना है, ऐसा नहीं आ रहा आपके लिए। ठीक है, आपको पता है कि बोनस नहीं मिलेगा, डर है रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड की लालच है, पनिशमेंट का डर है, इसलिए आप काम करते हैं। वो ट्रांजेक्शनल है, कि ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन अपने को मतलब है, कोई मुझे मतलब तो मैं ट्रांसफॉर्म करने में मेरा कोई दिमाग नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। उसको देखा भाई कितना मस्त शांत, वो चाहता था कि भाई श्रीकांत मिनिमम गाय हो ही ना, एकदम वैसा समझ लो। ठीक है, चलो ठीक है, तो उस दोनों के अभी की फीचर्स पढ़ेंगे, की फीचर्स और बेनिफिट्स पढ़ेंगे, वो मीनिंग का पार्ट ही बनने वाले हैं। तो अगर इनके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ये मीनिंग ये बनेगा, उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर क्या था, ये जो जो फेंका है इन्होंने, ठीक है, प्रोवाइड्स एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आता है इससे आपको, विजन मिलता है आपको, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलता है आपको। क्या बात करती है, क्या डीप बात करी बंदे ने, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट हो चुका हूं मैं तो। पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, देखो, देखो आगे सुनो तो सही, पढ़ो तो सही, अब क्या लंबा फेंका आपने। इंस्पायर्स इन्वॉल्वमेंट इन अ मिशन, आपको एक मिशन का हिस्सा बना देता है ट्रांसफॉर्मेशनल, कि तुम एक मिशन का हिस्सा हो, तुम कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं हो। अरे मेरे को भी एक मेरे मैनेजर ने बोला था भाई, भाई मैं बता, मैं मैं ऑडिट में था, मैं मान लो मैं तो आर्टिकल हूँ भाई, मैं कोई इतना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पता है अपन ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट वगैरह लेके आएंगे, तो अच्छा है, ठीक है, अपन अच्छा काम करें, खुश हूँ मैं, ठीक है, काम करने अपन ऑब्जेक्ट्स अपना ऑब्जर्वेशन निकाल लेते, मैं बहुत ऑब्जर्वेशन निकालता था, मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मैंने ये गलती निकाली, इतने करोड़ का रिवर्सल कराया, मुझे बहुत खुशी होती थी। वो बोले देख पंकज, अपन सिर्फ ऑडिट नहीं कर रहे हैं, अपन नेशन की वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वी आर चेजिंग अ बिगर पर्पस पंकज। तो समझ, समझ, वी आर चेजिंग अ बिगर पर्पस, हम मैं को अकेले को नहीं, पूरी टीम पूरी टीम को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वी आर चेजिंग अ बिगर पर्पस, हम लोग नेशन की वेल्थ प्रोटेक्टर है ना, हम लोग सिर्फ ऑडिटर्स नहीं, हम लोग नेशन की वेल्थ प्रोटेक्टर हैं, तुम सब लोग वेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, इन्वेस्टर्स ने तुम पे रिलाई किया है, शेयर होल्डर्स ने तुम पे रिलाई किया है, इट्स योर ड्यूटी। तो एक हायर मिशन फील करा दिया उन्होंने अपने को, कि तुम एक मिशन का हिस्सा हो, इन्वॉल्व इंस्पायर इन्वॉल्वमेंट इन अ मिशन, ताकि ड्रामेटिक चेंज आ जाए। ठीक है, बाय गिविंग फॉलोअर्स अ विजन ऑफ हायर कॉलिंग, एक हायर कॉलिंग का विजन है आपके ऊपर, पैसा वैसा नहीं, छोटी कॉलिंग है, पैसा तो कॉलिंग मतलब होता है ना माउंटेन कॉलिंग, होता है ना माउंटेन कॉलिंग वगैरह की, मेरे को बुला रहे माउंटेन, एक हायर कॉलिंग, एक ऊपर से एक आवाज है जो मेरे कानों में सुनाई देती है, जो मेरे कानों में गूंजती है, इमरान हाशमी का डायलॉग, एक आवाज है, एक विजन है जो मेरे कानों में गूंजता है, हायर कॉलिंग है, उसमें आपको इन्वॉल्व कर देता है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। पर इतनी फैंसी तो थी नहीं जितनी आपने बना दी है ना, वही तो पॉइंट है यार, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है,
मोटिवेट करता है फॉलोअर्स को कि देखो देखो देखो, जो मैंने बोला, जो श्रीकांत का डायलॉग था क्या था, डोंट बी अ मिनिमम गाय। एक्सपेक्टेशंस नहीं भाई, 9 से 9:30 पे आने का टाइम है, तो तुम 9 बजे क्यों नहीं आए, 9:30 क्यों आए, ऐसा बोला ना, सीधे बोला था ना उसने। ठीक है, तो वही बोलता है कि डोंट बी अ मिनिमम गाय, अपनी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड परफॉर्म करो। वही मोटिवेट बस लिखना भूल गए लोग, डोंट बी अ मिनिमम गाय, बात कहना वही चाह रहे हैं। मोटिवेट्स फॉलोअर्स टू एक्सीड देयर ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन, खुद की एक्सपेक्टेशन एक्सीड करके रख दो, बाय स्ट्रेचिंग एबिलिटीज एंड इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखा, वही है ना डोंट बी मिनिमम गाय, प्रमोट्स इनोवेशन। ये सब वही श्रीकांत, भाई श्रीकांत का मैनेजर लिख देना आप ना। वो लगता क्रिंज है लेकिन जब कंपनी में जाओगे तो आप भी बोलोगे कि ऐसा मैनेजर मिल जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनल इससे भी खराब होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, दे डिजाइन सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड इज जनरली एसोसिएटेड विद इंप्रूविंग द करंट सिचुएशन। ठीक है, इसमें लोग क्या करेंगे, दे विल बिल्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहांस करंट प्रैक्टिसेस, पहले से कल्चर बना हुआ है उसी को हम इंप्रूव करेंगे। यूज फॉर्मल अथॉरिटी टू एक्सचेंज रिवॉर्ड्स, अथॉरिटी हमारे पास कि हम तुम्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, हम तुम्हारी पे स्टेटस बना सकते हैं, तो आपको वो अथॉरिटी यूज करते हैं आपको डराने के लिए, काम कराने के लिए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं आपको। यूजेस अ फॉर्मल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन थ्रू क्लियर गोल्स एंड एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, तो ये सिस्टम्स के ऊपर बिलीव करते हैं, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, अब दोनों के ऊपर सूटेबल कब है, वो मीनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशनल कब यूज करते हैं, जब कंपनी अभी नई नई बन रही है, ठीक है, यानी फिर अच्छा अच्छा काम नहीं कर रही है, हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं यहाँ, या फिर हम इतने अच्छे लेवल के ऊपर नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट स्टार्ट, पुअर परफॉर्मेंस। टर्बुलेंट स्टार्ट यानी प्लेन स्टार्ट हुआ, टर्बुलेंट था, हिल रहा था। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस, टर्बुलेंट स्टार्ट, पुअर परफॉर्मेंस, जब ये रहेगा तो आप ट्रांजेक्शनल की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, पहला टर्बुलेंट वर्ड है, जब इन्वायरमेंट टर्बुलेंट होता है आपको ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए रहेगा। इन्वायरमेंट टर्बुलेंट है तो अपने को चाहिए कि ये लोग ज्यादा अच्छे से काम करें, अच्छे से काम कब करेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांजेक्शन में इतना अच्छे से काम नहीं करेंगे लोग। ठीक है, टर्बुलेंट स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल के ऊपर है, जब मैंने कहा अभी नई नई बन रही है, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप ट्रांजेक्शन में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस यानी ऑर्गेनाइजेशन खराब काम कर रही है, खराब काम कर रही है, परफॉर्म पुअर कर रही है, तो आप लोग डिमोटिवेटेड वैसे ही, तो आपको उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा। अब इसी इसका उल्टा आपका आ जाएगा किसके अंदर, इन्हीं के पॉइंट्स के उल्टा आ जाएगा आपका ट्रांजेक्शनल के अंदर। ये कब हो जाएगा, याद रखने का तरीका भी है, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था, टर्बुलेंट है, यहाँ पे आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होता है, नहीं है इतना फिर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, काम करके निकलो। ठीक है, वहां पे क्या था, क्या जब आप लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग में हो, यहाँ पे है लाइफ साइकिल के, अब इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, वहां पे ऑर्गेनाइज परफॉर्मिंग पुअरली था, यहाँ पे परफॉर्मिंग वेल है, अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी कंपनी। ठीक है, चलेगा, ट्रांजेक्शन पे काम चल जाए, ज्यादा कुछ अपने को ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, जब ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क एफिशिएंटली एंड रन ऑपरेशन स्मूथली। एक्स्ट्रा लिख दिया, 3 में काम हो जाता, लेकिन कुछ भी लिखने का इनको, तो याद रखना अलग से, उसके बियॉन्ड तो ऐसे याद रख सकते हो, व्हेन एसएम ऑब्जेक्टिव्स आर वर्किंग वेल, व्हेन एसएम ऑब्जेक्टिव्स आर वर्किंग वेल, तब आप ये करते हो। एसएम से क्या है, स्टैटिक, एम से मैच्योर, ऑब्जेक्टिव्स आपके ये रहे, ऑब्जेक्टिव्स वर्किंग, ऑब्जेक्टिव्स और ये वर्क ये रहा, वेल वेल, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, वरना उल्टा करके भी याद रख सकते थे। ठीक है, ये आपका हो गया लीडरशिप की बात। ठीक है, अब अपन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएंगे, अब अपन आएंगे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ऊपर, ये भी अच्छा टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और इसके आगे के 2 टॉपिक्स अच्छे हैं, उनमें जनरल लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपने जैसा सोचा था वैसा ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, या फिर कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, या फिर कुछ हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना एंड करेक्टिव एक्शंस लेना, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, जैसा प्लान किया था वैसे ही परफॉर्म हो रहा है, एंड टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपका इसके ऊपर मीनिंग आएगा, तो आपको ये लाइन लिखनी है। साथ में ये 2 लिस्ट हैं, इन 2 लिस्ट में से कोई सी भी एक लिस्ट आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एनी ऑफ द 2 लिस्ट में से कोई से भी याद कर लो। ठीक है, कंट्रोल मैंने आपको बेसिक मीनिंग समझा दिया कंट्रोल का, वो यहीं पे लिखी हुई है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जैसे लिस्ट 2 के अंदर, ये लिस्ट 2 इजी है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मॉनिटर करोगे, मेजर करोगे उनका रिजल्ट्स अगेंस्ट प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, आपने स्टैंडर्ड परफॉर्म डाल रखा होगा, उसके अगेंस्ट में इनको मेजर करोगे कि इतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एनालाइज करोगे एंड करेक्ट करोगे डेविएशंस को, कुछ डेविएशन आया तो क्यों आया, उनको करेक्ट करेंगे। ठीक है, एंश्योरिंग प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, मेंटेनिंग अडैप्टिंग द सिस्टम टू कीप इट ऑन कोर्स, enabling the organization to learn from experience and improve its capability to cope with the organizational growth and development.
ठीक है, उसकी जगह पे भी ये वाला भी लिख सकते हो। यूजुअल एग्जाम्स के अंदर ये वाले 4 पॉइंट ज़्यादा प्रेफर रहता है, तो आप ये वाले याद कर लेना, ठीक है? पढ़ लेना, वही बात है जो अपने वहाँ करी, बस शब्द अलग है, बात वही है, ठीक है? अब इसकी उससे मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंट्रोल प्रोसेस के अंदर एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाते हैं? 4 एलिमेंट्स हैं आपके। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले भाई ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। भाई कंट्रोल किसके अगेंस्ट कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव है, तभी तो चेक करोगे कि अच्छा वो अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वरना तो करते रहो, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड यानी कि किस बेंचमार्क्स, कि किस लेवल पे परफॉर्म करना था। अच्छा मुझे प्रॉफिट ग्रो करना था 10% से, तो 10% से बेंचमार्क, क्या इतना ग्रो हुआ नहीं हुआ? ठीक है, मेरा प्रोडक्शन 5% इंक्रीज होना चाहिए था इस क्वार्टर में, क्या हुआ नहीं हुआ? दैट इज स्टैंडर्ड बेंचमार्क, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस सिस्टम ऑपरेशनलाइज्ड इनटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्जेक्टिव तो बनाया आपने, ठीक है, उसको ही ब्रेक डाउन करके स्टैंडर्ड्स अलग अलग और बनाया ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस के ऊपर चेक कर सको। ये क्या है, इसके ऊपर आगे आएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अभी आगे आएगा आपके चैप्टर में, ठीक है? इसके आगे जो टॉपिक है वो यही है, स्टैंडर्ड्स ही है। एक एक बार के लिए ऑब्जेक्टिव ही समझो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ही समझो, उससे रिलेटेड ही होता है कुछ स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं, जैसे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं ना, वैसा ही, ठीक है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मॉनिटर करनी है परफॉर्मेंस एंड मेजर करनी है। बिना मेजर करे कैसे करोगे? अगर आपको पता होगा 5% प्रोडक्शन बढ़ाना है, या अपना आपका ऑब्जेक्टिव था, तो परफॉर्म प्रोडक्शन का मेजर भी तो होना चाहिए ना, वो तो चेक करोगे, ठीक है? देन आपको रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो आपको उसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। क्या कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करने हैं, कितना आया स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है? डेविएशन डिटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए। देन लर्निंग न्यू इनसाइट्स रिगार्ड द स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो आपने कंपेयर करा, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट था उसको आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करा, आपको मालूम पड़ा डेविएशन आ गया, ठीक है? डेविएशन क्यों आया? वो आप असेस करने जाओगे कि नहीं जाओगे? करने जाओगे ना। आपने असेस करने गए, आपको मालूम पड़ा कि आपको 5% प्रोडक्शन बढ़ाना था, लेकिन उल्टा 5% कम हो गया, 10% गैप आ गया एक तरीके से एक्सपेक्टेशन से। क्यों आया? एनालाइज करने जाओगे। एनालाइज करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपने 5% स्टैंडर्ड सेट किया था ना, वही गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि आपकी मशीन डेप्रिशिएटेड है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसका एक पार्ट खराब हो चुका है। वहां पे जाके एक मशीन के अंदर प्रोडक्ट रुक जाता है, आगे ही नहीं बढ़ता, तो बार बार एक आदमी को उसमें जाके डंडा डाल के उस मशीन उस प्रोडक्ट को आगे निकालना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत वेस्टेज हो जा रहा है। ये आपको बाद में मालूम पड़ा, तो आपको न्यू इंसाइट मालूम पड़े स्टैंडर्ड के बारे में, कि स्टैंडर्ड ही हमने गलत सेट कर दिया था यार। अगर हमें मालूम होता है कि मशीन ऐसे खराब है तो हम 5% ग्रोथ का टारगेट ही नहीं रखते ना, है ना? हम बोलते कि हाँ इसको ठीक करेंगे उसके बाद 5% रखेंगे, या फिर हम रखते ही नहीं 5% का, कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने, तो मिनिमम उतना भी ना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है? फिर उसके बाद फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन, उसके बाद करेक्ट करना है आपको। तो यहाँ तक आपने कंपेयर किया, उसके बाद आप करेक्ट करोगे, बेसिक लॉजिक था। ऑब्जेक्टिव रखा, देन उसके बाद में मेजर करोगे परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करोगे, फिर उसके बाद में करेक्टिव एक्शन लोगे कि इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है। बेसिक एलिमेंट्स 4 चीजें वही थी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। कंट्रोल कितने तरीके के होते हैं, वो टाइप्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है कॉमनली। सबसे पहला क्या है? ऑपरेशनल कंट्रोल। एक सेकंड रुक जाओ यार। और बताओ, बढ़िया सब कुछ? बढ़िया ऐसे ही चल रही है ना? चलते रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अपना ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है? देखो, ऑपरेशनल कंट्रोल बात करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क की, ठीक है? ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस रखता है, ठीक है? मतलब जैसे अपन आते हैं इधर अपनी रफ रफ कॉपी के ऊपर, ठीक है? जैसे आपने बेसिकली अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव था क्या, कि हमें लेट्स से 5% से 5% हमें हमारी कॉस्ट रिडक्शन करना है इस क्वार्टर के अंदर, हमें 5% कॉस्ट रिडक्शन करना है इस क्वार्टर के अंदर, ठीक है? इसके लिए इन लोगों ने क्या बोला, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसको बोला कॉस्ट कम करने के लिए हमें डिफेक्ट भी कम करने पड़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव निकलते, अगर वो कम निकलेंगे तो रिसोर्स वेस्टेज कम होगा, उससे क्या होगा, कम वेस्टेज होगा, कम वेस्टेज होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी,
तो उन्होंने बोला हमारा जो डिफेक्टिव परसेंटेज है ना, डिफेक्ट परसेंटेज है, वो अंडर 2% रहना चाहिए। डिफेक्ट परसेंटेज अंडर 2% रहना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बोली। अब ये जो डिफेक्ट परसेंटेज है, ठीक है, या फिर इन्होंने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बजट दे दिया। ठीक है, मार्केटिंग टीम को इन लोगों ने क्या बोला, ठीक है, 5% कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए लोगों ने क्या बोला कि मार्केटिंग टीम इस बार जो तुम्हारा बजट है, इस बार जो तुम्हारा बजट है वो पिछली बार से लेट्स से 10% कम है। लेट्स से मार्केटिंग में 10% कम है, इस बार तुम सिर्फ 500 करोड़ का ही खर्चा कर पाओगे मार्केटिंग के ऊपर। पहले ज़्यादा था, इससे भी ज़्यादा था, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, इस बार तो 500 करोड़ के आसपास की खर्चा कर पाओगे मार्केटिंग के, तो इतना इनका बजट दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि इसका स्टैंडर्ड क्या है कि 2% कम होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड क्या है कि 500 करोड़ है। ठीक है, अब ये बेसिक सा स्टैंडर्ड है, इसके अगेंस्ट में आप परफॉर्मेंस कैसे इंश्योर करोगे? इसके अगेंस्ट में आप बोलोगे कि भाई तुम अपना डेली बेसिस के ऊपर अपना डिफेक्ट परसेंटेज देखते रहो। ठीक है, डेली बेसिस पे अपना डिफेक्ट परसेंटेज या वीकली बेसिस पे अपना डिफेक्ट परसेंटेज देखते रहो। ठीक है, या फिर तुम क्वार्टरली बेसिस पे अपना डिफेक्ट परसेंटेज देखते रहो। आपका डिफेक्ट परसेंटेज 2% के नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी है क्या, कि आपका डिफेक्ट परसेंटेज 2% के अंडर है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये कोई बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे बात नहीं हो रही कि अच्छा कंपनी के अंदर कुछ अपन ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, कंपनी के अंदर ने कुछ अपन ने कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि अपन ओवरऑल 5% कॉस्ट प्रोडक्शन रिडक्शन की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, अपन एक बहुत छोटे से लेवल की बात कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए बहुत छोटा सा लेवल है कि डिफेक्ट 2% के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, इसे इस छोटे से लेवल को मार्केटिंग 500 करोड़ के अंदर होनी चाहिए, ये बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, इसको मेजर करना भी बहुत सिंपल है कि आपको बोले डिफेक्ट परसेंटेज 2% के नीचे है तो अपना एक्चुअल डिफेक्ट परसेंटेज लेके आ जाओ, 2 से नीचे है तो बढ़िया, 2 से ऊपर है तो प्रॉब्लम है। आपका एक्चुअल मार्केटिंग बजट लेके आ जाओ, मार्केटिंग कितना खर्चा हुआ, 500 के अंदर हुआ तो बढ़िया, ऊपर हुआ तो प्रॉब्लम है। तो इसको मेजर करना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा एक्टिविटी है, ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहा है ना, एक छोटी सी बजट, छोटी सी चीज की बात कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मार्केटिंग में क्या क्या काम होने वाला है उसकी भी बात नहीं कर रहा है, मार्केटिंग ने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव करे उसकी भी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर बजट की बात कर रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर बजट की बात कर रहा है, सिर्फ एक एक्टिविटी की बात कर रहा है, सिर्फ एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी, क्या कि तुम्हारा बजट इतना होना चाहिए बस, उसके गोल्स क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, अचीव हुए नहीं हुए उनके ऊपर कोई बात नहीं, छोटा सा आइटम के ऊपर फोकस रखा, दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, इट फोकस ऑन इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजेक्शंस रादर देन टोटल और अग्रीगेट मैनेजमेंट फंक्शंस। पूरे मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर नहीं, पूरे प्रोडक्शन की बात नहीं करी, सिर्फ डिफेक्ट परसेंटेज की, पूरे मार्केटिंग कैसा काम कर रहा है उसकी बात नहीं करी, मार्केटिंग गोल्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे उसकी बात नहीं करी, मार्केटिंग का भी एक छोटा जैसा कि तुम्हें इतना बजट दिया बस उसको मीट कर लेना, बाकी कोई बात नहीं करी, सिर्फ एक एक्टिविटी छोटी सी उसकी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वो तो पूरे मार्केटिंग फंक्शन की बात हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग फंक्शन सिर्फ लोगों की बात थोड़ी है, सिर्फ मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या, वो भी तो मार्केटिंग फंक्शन का ही हिस्सा है ना। तो जब मैं उन सबके ऊपर फोकस कर रहा हूँ तब वो अलग बात हो जाती है, मैं उन सब पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पूरी मार्केटिंग को सिर्फ ये बजट मीट करना है, सिर्फ बजट वो एक छोटा सा एक्टिविटी हो जाता है कि उनको कि वो एक छोटी सी एक्टिविटी होगी मार्केटिंग फंक्शन के लिए कि आपको बजट मीट करना है, इट इज जस्ट वन ऑफ देयर टास्क, इट इज नॉट इवन द एंटायर वर्क दैट दे आर डूइंग। ठीक है, चलो, उनका बजट मीट करना है, ये उनका एक छोटा सा टास्क है, बाकी वो सब जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे ही है ना, उसकी तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो वैसा ही एक छोटा सा टास्क की बात अपन करें उसे अपन ऑपरेशनल कंट्रोल बोलेंगे, एंड इसको ऑपरेशनल कंट्रोल को अपन एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ठीक है, इसको अपन एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ये बहुत ही मैकेनिस्टिक होते हैं नेचर के अंदर, ये मैकेनिस्टिक पर देख रहे हो आप, ये बहुत ही मैकेनिस्टिक होते हैं नेचर के अंदर, जहां पे आप क्या करते हो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लेते हो कि इतना कम करना पड़ेगा, इतना आपको अमाउंट दे दिया, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लिया आपने। ठीक है, ये आप फॉर्मुलेट कर लेते हो। ठीक है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेवल भी देते हो, टॉलरेंस लेवल मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो टॉलरेंस लेवल भी आपने दे दिया। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, टॉलरेंस लेवल दे दिया, एंड आपने उनको बोला कि बस इसको मीट कर लेना। ठीक है, इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव आप ये नहीं सोचते हो कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होगा, एक्सटर्नल कंडीशंस कैसा होगा आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर, प्लान के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, आपने नहीं सोचा कि मार्केटिंग का बजट अगर भाई कम हो गया तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे मीट होंगे, मार्केटिंग कस्टमर्स को कैसे लेके आएंगे, नहीं, एक छोटे से एक्टिविटी की बात करी बस, हाँ बजट तो बजट, बाकी 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 चीजें अपन ने छोड़ दी, डिफेक्ट तो डिफेक्ट। ठीक है, अब उसके लिए हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज ज्यादा काम करने लग जाए, एम्प्लॉयज ओवर बर्डन हो जाए, क्या नहीं सोचना है, बस छोटा सा एक्टिविटी मतलब छोटा सा एक्टिविटी, बस चेक करना। ठीक है, वो चीज है, एंड यहाँ पे ये चीज बोली गई, एग्जाम्पल भी दिए गए जैसे स्टॉक कंट्रोल, सबसे पहला क्या है स्टॉक कंट्रोल, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग स्टॉक बिटवीन सेट लिमिट्स, आपको बोल दिया कि स्टॉक जो है
वो 3000 यूनिट से लेके 3200 यूनिट्स के बीच में रहना चाहिए, तो आपको उस पर मेंटेन करना होगा। एक छोटा सा एक्टिविटी दे दिया उनको और टारगेट भी दे दिया, इसके बीच में रहने का है बस। बाकी सब ध्यान में नहीं रखा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, इन्वेंट्री कितने प्राइस के ऊपर प्रोक्योर होने वाला है, वो सब कुछ नहीं। बस इतने के ऊपर है तो इतने के ऊपर है, हो सकता है इतना मेंटेन रखने के लिए अपने को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ जाए, कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो ऑपरेशनल कंट्रोल है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग टू सेट प्रोग्राम्स, कि हमने आपको प्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस दे दिया है, मेथड दे दिया है, आपको उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, कीपिंग प्रोडक्ट क्वालिटी बिटवीन अग्रीड लिमिट्स, यानी डिफेक्ट परसेंटेज की बात हो रही है, जो मैंने आपको बोला डिफेक्ट परसेंटेज इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, देन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के नीचे क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग एक्सपेंडिचर एज पर द स्टैंडर्ड्स, कि इसी के अंदर खर्चा होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बजटरी कंट्रोल, कीपिंग परफॉर्मेंस टू बजट, कि जितना बजट बोल दिया था उतना ही खर्च करने का है। तो एक छोटी छोटी एक्टिविटी की बात हो रही है, पूरे फंक्शन को क्या क्या काम करना है उसकी बात ही नहीं हो रही, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, की टेस्ट टू आइडेंटिफाई इज, की यहाँ पे क्लियर कट एंड समवॉट मेजरेबल रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स दैट कैन बी प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड विद रिलेटिवली लो अनसर्टेनिटी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इनपुट एंड आउटपुट की बात, मतलब आप काम क्या करने वाले हो वो इनपुट है, उससे क्या नंबर अचीव होगा वो आउटपुट है। ठीक है, कि आप प्रोडक्शन करने वाले हो, ठीक है, प्रोडक्शन करने वाले हो, उसमें डिफेक्ट आएगा, तो आप प्रोडक्शन करने वाले हो, वो आपका इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है, कि आपको ये नंबर मिलेगा डिफेक्ट परसेंटेज उसमें से, बस उसके अगेंस्ट चेक कर लेना कि उससे मीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये इनपुट आउटपुट का मतलब वो नहीं है कि आपने कितना रिसोर्स खर्च किया उसके बदले आपको कितना प्रोडक्शन मिल के आया, वो उसकी बात नहीं हो रही है, मेटाफोरिकली बोला गया इनपुट आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल इनपुट आउटपुट की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, सेकंड वाला है मैनेजमेंट कंट्रोल। अब मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, ये ब्रॉड होता है, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, पूरे पूरे फंक्शन की बात करता है, पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। एक छोटी सी एक्टिविटी नहीं कि हाँ बस बजट मीट कर लेना, बस इतने के अंदर परफॉर्म कर लेना, इतना स्टॉक मेंटेन कर लेना, छोटी छोटी एक्टिविटी नहीं, बड़ी लेवल की बात करता है ये। दिस इज मोर इंक्लूसिव एंड एग्रीगेटिव देन ऑपरेशनल कंट्रोल, कवरिंग द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्लीट डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट की बात करता है कि भाई तुम्हारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ कि नहीं हुआ, पूरे डिवीजन की बात करता है, इवन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, रादर देन नैरोली डिफाइंड सब यूनिट एक्टिविटीज। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू अचीव एंटरप्राइज गोल्स, द पर्पस इज कि जो गोल ओवरऑल बनाए गए हैं वो अचीव होने चाहिए, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। वहां पे तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी कि अचीव हुआ कि नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजें, या ओवरऑल गोल्स की बात हो रही है। शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल। आपके गोल्स अचीव हो रहे नहीं हो रहे हैं, वो आपके मैनेजमेंट कंट्रोल है। मार्केटिंग को हमने बोला था, वीडियो अटक रहेगा, ठीक है छोड़ो। मार्केटिंग को हम लोगों ने बोला था कि भाई, मार्केटिंग को हम लोगों ने बोला था कि इस बार हमें, पिछली बार 10 लाख कस्टमर्स की क्वेरीज थी, इस बार हमें चाहिए 15 लाख कस्टमर्स की क्वेरी आ जाए। मार्केटिंग हमने बोला था ये अचीव होना चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उस मार्केटिंग का, वो अचीव होना चाहिए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल है। छोटी छोटी एक्टिविटी नहीं, बस मार्केटिंग बजट मीट हुआ कि नहीं हुआ, छोटी छोटी एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या, अचीव ऑर्गेनाइजेशन, अचीव एंटरप्राइज गोल्स। यहाँ पे एक आदमी था, उसने डेफिनेशन भी देके चली गई, वो डेफिनेशन, उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन याद कर लेना बस। क्या नाम है, रॉबर्ट एंथनी। इसने क्या डेफिनेशन दी है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंश्योर that resources are obtained and used effectively and efficiently in achieving organizational objectives। ठीक है, चलो, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, तीसरा वाला स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, क्योंकि इसके खुद के टाइप्स हैं, इसके खुद के 4 टाइप्स हैं, है ना, इसके खुद के 4 टाइप्स है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, इसको भी 2 लोगों ने डिफाइन किया है, शेंडलर एंड होफर। ठीक है, इसने क्या बोला है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो होता है, 2 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखता है, ड्यूअल क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्या, देखो अभी तक क्या था, आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आप इंप्लीमेंट सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, देन यहाँ पे बात क्या हो रही है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स की, क्या आप अपने स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। ये दोनों बातें इंप्लीमेंटेशन की हो रही है। क्या अभी तक अपन कहीं कहीं पे भी अपन ने ये सोचा कि हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी नालायक, कहीं पे ऐसा बात हुआ, इन दोनों में बात नहीं हुआ अभी तक, वो होगा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हो सकता है कि मेरी स्ट्रैटेजी नालायक थी, स्ट्रैटेजी गलत थी,
तो ये क्या बात करता है, डुअल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस रखता है। क्या? पहला तो क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही है जैसा प्लान किया था, ठीक है, ठीक है, एंड साथ में जो रिजल्ट हैं क्या वो जो प्रोड्यूस हुए हैं, क्या आर प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटजी एज आर दोस इंटेंडेड, ठीक है। जो मैंने पहले तो स्ट्रेटजी जैसे बोले थे ऐसे इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, उससे जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं क्या वो वैसे थे जो मैंने इंटेंड किए हैं। वेट करो, अभी आगे आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाले में बात करो, नेक्स्ट वाले में पढ़ो डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझ में आएगा। क्या? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजी, इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी को इवेल्युएट कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन को नहीं, स्ट्रेटजी को इवेल्युएट कर रहा है एज इट इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी जैसे जैसे वो फॉर्मुलेट हो रही है वैसे वैसे स्ट्रेटजी इवेल्यूट हो रही है एंड इंप्लीमेंट हो रही है, तब वैसे स्ट्रेटजी इवेल्यूट हो रही है, यानी इसकी फोकस स्ट्रेटजी के ऊपर है, कहीं स्ट्रेटजी में तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये उस पर फोकस रख रहा है। मतलब पहले चेक करेगा कि क्या इंप्लीमेंटेशन वैसा हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था, हो रहा तो बढ़िया है, ठीक है। क्या रिजल्ट्स वैसे मुझे मिले जैसे मैंने प्लान किया था, हो रहा तो बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कहीं स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बात यहां पे हो रही है। तो इनको तीसरा क्वेश्चन भी लिखना चाहिए था, दो लोगों ने, नलायकों ने तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखा। क्या? क्या क्या स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस होने करने की जरूरत है, वो उसकी अगली डेफिनेशन किसी और बंदे ने लिखी, ऐसे ही ऐड करी है, इन दोनों ने छोड़ दी थी, ऐसे ही ऐड करी थी तीसरी डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इट इज नीडेड बिकॉज इज अ टाइम गैप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, दोनों के बीच में बहुत टाइम गैप होता है। हो सकता है कि आपने उस टाइम बनाई थी तब तो सही थी स्ट्रेटजी, लेकिन अब आपको मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रेटजी गलत ही नहीं लाएगी, तो स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी हमारी, तो ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे आपको मालूम पड़ा कि स्ट्रेटजी गलत थी, तो इसलिए आप क्या करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा स्ट्रेटजी के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला प्रीमाइस कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, प्रीमाइस का मतलब होता है एक बेसिक अजम्पशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब हमने जब स्ट्रेटजी बनाई थी तो हमने पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा था, ठीक है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है, पूरा अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक देखा था, ठीक है, सॉरी मैक्रो मैक्रो एनवायरमेंटल देखा था, माइक्रो एनवायरमेंटल देखा था, देन अपन ने इंटेल एनवायरमेंट भी देखा था, सब देखा था, उसके बाद अपन ने स्ट्रेटजी सेलेक्ट करी थी। अब कुछ ऐसे चेंजेस आ गए उनके बीच में जो हमने फोरकास्ट ही नहीं करे थे। हम सोच के चल रहे थे, हम सोच के चल रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर इस प्रोडक्ट के लिए चेंज नहीं करेगी, जैसे लेट्स से हम लोगों ने सोच रखा था, जैसे जोमेटो बोले कि हमने सोच रखा है कि हमारी जो 30 मिनट्स डिलीवरी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, गवर्नमेंट इज वेरी वेल फाइन विद 30 मिनट डिलीवरी, उसको बैन नहीं करने वाली, ठीक है। तो वो लोग बोलेंगे ठीक है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम 30 मिनट्स डिलीवरी वाले बिजनेस को ही कंटिन्यू रखेंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ लेके आएंगे, ये इनका स्ट्रैटेजी था। व्हाट इफ आगे जाता ही उनको मालूम पड़े कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग कि 30 मिनट डिलीवरी को बंद कर दे, कि किसी भी राइडर के ऊपर 30 मिनट डिलीवरी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, दे आर रिस्किंग देयर लाइफ्स। तो वो लोग एक पॉलिसी लेके आ गए कि इन सिटीज़ के अंदर 40 मिनट की डिलीवरी नहीं होगी, इन सिटीज़ के अंदर 50 के नीचे डिलीवरी नहीं होगी, इतना मिनिमम टाइम आपको देना ही पड़ेगा, लेके आ गए लेट्स से पॉलिसी, खत्म, आपकी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपकी एक प्रीमाइस था, अंडरस्टैंडिंग अजम्पशन था, प्रीमाइस था कि मेरी स्ट्रेटजी इसके ऊपर बेस्ड है, जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड है उसे अपन प्रीमाइस बोलते हैं। कि मेरा एनवायरमेंट जो है कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट के रिगार्डिंग मेरे एक प्रीमाइस था कि वो इस तरीके से शेप अप करेगा, अब वो चेंज हो गया, उसको एसेस करते रहना इस प्रीमाइस, उसको असेस करते रहना इस प्रीमाइस, उसको चेक करते रहना इस प्रीमाइस कंट्रोल, कि मैंने जो प्रीमाइस बिठाया था कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी, इसको बंद नहीं करेगी, नहीं लेके आएगी ऐसी पॉलिसी कि सिटी के अंदर 40 के नीचे नहीं चलेगा, सिटी के अंदर 50 के नीचे नहीं, ऐसा मेरे को मेरा प्रीमाइस था कि ऐसा नहीं होगा। तो मेरी कॉन्स्टेंटली मैं चेक करता रहूंगा क्या ये प्रीमाइस अभी भी वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इनवैलिड हो गया वो प्रीमाइस, मेरी स्ट्रेटजी हैज टू चेंज, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रेटजी। समझ में आपको मेरी बात, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी जो होती है, एक बेस होती है ऑन सर्टेन अजम्पशंस और प्रीमाइसेस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, है ना। कॉम्पिटिटर को लेके भी आपकी एक स्ट्रेटजी होगी कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगा, लेट्स से जोमेटो का कॉम्पिटिटर स्विगी है, जोमेटो ने सोचा कि मैं 30 मिनट्स की डिलीवरी करता हूँ, स्विगी भी 30 मिनट्स वाली डिलीवरी करता है, स्विगी 15 मिनट की डिलीवरी के सेगमेंट में नहीं कूदने वाला है, ऐसा उनको लगता था क्योंकि बैकलैश बहुत आता है, बट वो कूद गया 15 मिनट डिलीवरी के अंदर। तो अब आपको आपका प्रीमाइस चेंज हो गया ना, आपका प्रीमाइस चेंज हो गया, तो वही लिखा हुआ आपका जो दीस प्रीमाइसेस में बिकम इनवैलिड ओवर टाइम। अब चेंज होंगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी ना, तो आप अपने प्रीमाइसेस के ऊपर नजर रखते रहोगे कंटिन्यूअसली, ये कहीं प्रीमाइस तो इनवैलिड नहीं हो गया, क्योंकि प्रीमाइस इनवैलिड हो गया तो स्ट्रेटजी भी इनवैलिड हो गई, अब स्ट्रेटजी चेंज होनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीमाइस कंट्रोल इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रीमाइसेस ऑन विच द स्ट्रेटजी वाज बेस्ड, ठीक है। अभी प्राइमरीली क्या मॉनिटर करता है, वही चीजें
जो आपने पहले डिसीजन लेने से पहले ली थी, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। तो पहले वही लिख रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके अंदर वही लिखा हुआ है, पेस्टल वाले फैक्टर्स लिखे हुए हैं ब्रॉड खोल खोल के। तो आपको शॉर्ट में पेस्टल समझ सकते हो, लेकिन लिख के पूरे आने होते हैं आपको, पेस्टल नहीं लिख के आ सकते वहां पे आप। इंडस्ट्री फैक्टर्स, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल हो गए, ब्रॉडर पेस्टल मैक्रो इकोनॉमिक हो गया, इंडस्ट्री फैक्टर्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक हो गए, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्सटीट्यूट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी सारे प्रोमाइसेस को नजर में रखते रहो, सारे प्रोमाइसेस को नजर में रखो, बहुत सारे फैक्टर्स आपने पहले असेस किए रहेंगे, हर एक के ऊपर नजर थोड़ी बैठा के रख सकते हो। आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चूज करने पड़ेंगे, प्रोमाइस चूज करने पड़ेंगे, जिन पे हमने वो कंटिन्यूसली नजर रखते रहनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजर शुड सेलेक्ट एंड मॉनिटर दोस प्रोमाइसेस दैट आर लाइकली टू चेंज एंड वुड सीवियरली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटजी। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की नजर किसके ऊपर रहेगी कि भाई बर्गर किंग क्या कर रहा है, वो उसका एक प्रेमाइस है कि बर्गर किंग इसमें नहीं जाएगा, तो उसका प्रेमाइस है कॉन्स्टेंटली एक बंदा उन्हें बिठा के देखेंगे कि तू कॉन्स्टेंटली चेक करता रहे बर्गर किंग की मार्केटिंग कैसी हो रही है, बर्गर किंग का काम क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर नजर रखेगा। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी की भी नजर इस चीज के ऊपर तो नहीं रहेगी ना, कि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर, मैकडोनल्ड्स किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर एफडीए इनका लाइसेंस ही रिवोक कर देगा, है ना। उनकी किसी की भी नजर इस चीज के ऊपर तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, राइट। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो प्रोमाइसेस जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप चेक करें। जैसे भी इंडिया में देखो एफडीए जो है, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन हाइजीन कौन फॉलो करता है इंडिया में, तो उसको तो सब लोग सारे रेस्टोरेंट वाले अनइम्पॉर्टेंट ही समझते हैं, तो उसको कभी रखा ही नहीं कि इसको अपने को ध्यान रखने का है, तो क्या इंडिया में ग्रांटेड है, हाइजीन तो होगा ही नहीं ना, कॉम्पिटिटर इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रहेगी। तो प्रीमाइस कंट्रोल में लोगों ने क्या किया, वो प्रीमाइसेस चूज कर लिए जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इनमें से माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट है जिन पर अपन नजर रखते रहेंगे कि इनमें कोई चेंज तो नहीं आया है। ठीक है, ये वही आगे लिखा हुआ है, मैनेजर सेलेक्ट एंड मॉनिटर दोस प्रीमाइसेस दैट आर लाइकली टू चेंज एंड वुड सीवियरली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटजी। उन्हीं को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सबको मॉनिटर कर पाना पॉसिबल नहीं है, फीसिबल नहीं है। ठीक है, इसका पहला कंट्रोल हो गया ये प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, दूसरा कंट्रोल किस टाइप का है, दूसरा कंट्रोल है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस क्या है, देखो यहां पे आपने प्रेमाइसेस चूज कर लिए कि मेरे नजर इन पर्टिकुलर एक दो चीजों के ऊपर होगी, कंटिन्यूसली मैं उनको चेक करता रहूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर को मैं चेक करता रहूंगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेक करता रहूंगा कंटिन्यूसली, दैट इज प्रेमाइस कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस एकदम ब्रॉड है, इसका कोई फोकस ही नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये किसी एक चीज के ऊपर देख ही नहीं रहा है, ये बोला हर जगह नजर रख के रखो। जैसे आपने एफडीए के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी, हाइजीन को था, आपने साइड में पटक दिया था हाइजीन, तो हम एक ही तेल में बार बार पैटी को गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, ठीक है, सुबह से शाम तक चलता रहेगा वो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। दैट वॉज देयर स्ट्रेटेजी राइट अर्लियर, राइट। अब उसके लिए कोई प्रेमाइस तो था नहीं कि उसके ऊपर नजर रखेंगे हाइजीन के अंदर कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफडीए कोई चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कुछ तो नजर थी नहीं, क्योंकि हाइजीन तो साइड में ही रहता है ना, इंपॉर्टेंट कहाँ है। तो वो प्रीमाइस कंट्रोल में कवर नहीं हुआ, वो कवर कहाँ होगा, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में कवर होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस क्या बोल रहा है कि आप एकदम अनफोकस्ड हो, आप हर जगह नजर रखो अपनी, यानी यानी आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, आप बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते रहो, ठीक है, आप पब्लिक डिस्कशन सुनते रहो, न्यूज़ पढ़ते रहो, राइट, वहां आप देखते रहो कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो आपको, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। फोकस नहीं है वहां पे, आपका फोकस एक प्रीमाइसेस के ऊपर है, यहाँ पे आप फोकस नहीं है। ठीक है, आपको एकदम अनफोकस तरीके से जाना है, कोई भी ऐसी नई इंफॉर्मेशन मिल जाए, अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए आपको जनरल मॉनिटरिंग करते रहनी है। ठीक है, जैसे आप, जैसे मैकडोनल्ड्स है, उसको मालूम पड़ गया कि भाई मुंबई के अंदर जो अपने एफडीए की जो अथॉरिटी है, तुकाराम मुंडे सर, ठीक है, उनको पता है आपको खौफ फैला हुआ है पूरा पूरा मुंबई के अंदर ना। ठीक है, उनका खौफ फैला हुआ है क्योंकि वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ हाइजीन रिक्वायरमेंट के ऊपर नोटिस दिए जा रहे हैं, लाइसेंसेस रिवोक किए जा रहे हैं। तो ये आपके पहले फोकस में नहीं था, प्रीमाइस में नहीं था, लेकिन ये चीज आपको न्यूज़पेपर में मालूम पड़ रही है, डिस्कशन से मालूम पड़ रही है, मीटिंग से मालूम पड़ रही है। तो अब मैकडोनल्ड्स को लेकर सीरियस हो जाएगा, अब मैकडोनल्ड्स को लेकर सीरियस हो जाएगा कि यार भाई हाइजीन इज अ प्रॉब्लम ना यार, अपन तो तेल को बार बार एक ही तेल को यूज कर रहे थे, अब अपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज एफडीए का फर्स्ट चेयरमैन इज यार, एफडीए की अथॉरिटीज डंडा कर रही है सबके ऊपर, तो अपन को, एंड जितना मैं जिस दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दो दिन पहले ही मतलब उसी दिन मैंने न्यूज पढ़ी है कि तुकाराम मुंडे सर ने मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में भी छापा मार दिया है तो मैकडोनल्ड्स की बात कर ही रहा हूँ, एंड उनके में छापा पड़ा भी है। ठीक है, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के अंदर कवर होगा कि आपको कॉन्स्टेंट नजर रखनी पड़ेगी दूसरी चीजों के ऊपर भी बियॉन्ड द प्रीमाइस। ठीक है, मोर पावर टू हिम यार, मोर पावर टू तुकाराम मुंडे सर। ठीक है, कि करो डंडा करो, हाइजीन लेके आओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई डंडा कर रहा है तो हाइजीन के लिए एफडीए,
तो अब आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी थी कि हम तो सेम ही तेल को बार बार फ्राई करेंगे, सेम ही तेल बार बार फ्राई करेंगे, वो चेंज हो जाएगी आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी एकदम। पहले आप तेल, अब आपको बोल दिया कि भाई 1 घंटे के अंदर तेल आपको रिफिल करना पड़ेगा, तेल चेंज होगा, बार बार उसमें फ्राई नहीं कर सकते। कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी आपकी? हिल गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर हिल गया पूरा आपका। ठीक है, पहले पर बर्गर पे 20-30 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब 20 का ही बच रहा है, मतलब कम हो गया ना, 10-15 रुपए कम हो गया एक तरीके से। स्ट्रेटजी हिल जाएगी आपकी पूरी एकदम से। ठीक है, देन तीसरा क्या है, हो सकता है प्राइस बढ़ानी पड़ जाए आपको उसके लिए, वो भी स्ट्रेटजी में चेंज आ जाएगा। देन तीसरा क्या है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इसमें क्या करते हो आप कि भाई देखो अब कुछ हो गया, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल यानी अब कुछ हो चुका है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो चुका है, उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो से स्पेशल अलर्ट कंट्रोल बोलेंगे। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपन नजर रख रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा एनवायरमेंट के अंदर जिससे मेरी स्ट्रेटजी खतरे में हो सकती है। एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ था, नजर रखा हुआ था। ठीक है, अब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में एक्चुअल में कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है जिससे अब मुझे अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसिडर करना पड़ेगा। यानी मैकडोनल्ड्स के ऊपर जब तक खुद तक रेट नहीं पड़ी थी, है ना, उसके जब तक खुद तक छापा नहीं पड़ा था उसके रेस्टोरेंट के ऊपर, दूसरों पे पड़ रहा था, तब वो नजर रखे हुआ था कि भाई डंडा कर रहे हैं एफडीए से। तब तक वो क्या था, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के अंदर था। यानी मैकडोनल्ड जब बर्गर किंग पे नजर रखा हुआ था पहले कि वो क्या कर रहा है, वो प्रीमाइस कंट्रोल कि वो अपना कंपटीटर इंपॉर्टेंट उस पर नजर को, फिर स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में उनको न्यूज़पेपर वगैरह में मालूम पड़ा कि एफडीए डंडा कर रहा है हाइजीन के लिए, तो उनकी नजरें चौकन्ना हो गई कि भाई देखो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा तैयार रहना, कुछ अपने साथ भी हो सकता है। ठीक है, फिर जब रेट पड़ गई, एक्चुअल में छापा पड़ गया, उसके बाद स्पेशल अलर्ट कंट्रोल की भाई अब तो छापा पड़ चुका है, अब तो उन्होंने बोल दिया कि भाई रेस्टोरेंट बंद होगा। तेल को एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये नहीं है, ठीक है, हाइजीन की, मैं बस अजम्पशन लेके बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि तेल हर 2 घंटे में चेंज होना चाहिए, वरना आपका लाइसेंस कैंसिल है। अब हो चुका है, अब आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिट मेंटेन कर सको। ठीक है, सच एस एग्जाम्पल कुछ उन्होंने लिख दिए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, मैंने आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल बताया, ये बड़े बड़े भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब सच इवेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम लेके आनी पड़ेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम लेके आनी पड़ेगी, जो यहाँ पे इमीडिएट एंड इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी करेगी, किसको हैंडल किस तरीके से करना है, दैट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है सर, सब तो सारा कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अंदर क्या बात हो रही है, देखो नाम इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है लेकिन है स्ट्रेटेजिक इन नेचर। इसका मतलब क्या समझना, देखो आप लोग क्या करते हो, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करते हो, प्लान्स को सीक्वेंशियल स्टेप्स के अंदर डालते हो, राइट। कि जैसे अगर अपना मोटिव है कि इस साल के एंड तक 10% की सेल्स की ग्रोथ हो जानी चाहिए, तो अपन सीक्वेंशियल स्टेप्स रखेंगे कि इस क्वार्टर के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि 4% सेल बढ़ जाए, अगले क्वार्टर के अंदर करेंगे 6% बढ़ जाए, उसमें 8%, उसके बाद वाले तक अपन कोशिश करेंगे कि 10% लास्ट क्वार्टर के अंदर अपन अचीव कर लें। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था बिल्कुल ही, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमें नए नए स्टोर्स ओपन करने हैं, हमारी स्ट्रैटेजी है कि अगले 5 सालों के अंदर हमको 80 स्टोर्स ओपन करने हैं पैन इंडिया, डोमिनोज की बात कर लो या फिर किसी फैशन रिटेलर की बात कर लो, हमें 80 स्टोर्स ओपन करने हैं। ठीक है, कि हमें 80 स्टोर्स ओपन करने हैं अगले 5 सालों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि देखो हमने स्ट्रैटेजी तो बना ली कि 80 स्टोर्स ओपन करेंगे अपन 5 सालों के अंदर। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन भी सेट कर दिया, हम लोगों ने ऐसा माइलस्टोन भी सेट कर दिया कि जब पहले 30 स्टोर्स ओपन हो जाएंगे ना, पहले 30 स्टोर्स ओपन हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन जाके देखेंगे कि जो ये 30 स्टोर्स हैं ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इंप्लीमेंटेशन करते करते आपने इवेल्यूशन भी कर रहे हो कि स्ट्रेटजी 30 स्टोर्स ओपन करने के बाद अपन चेक करेंगे 30 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं, उसके बाद अपन जाके चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी सही है और स्टोर्स ओपन करने की, कि अपने को रुक जाना चाहिए अभी, उनका परफॉर्मेंस कैसा, उनका प्रॉफिट कैसा अपन इवेल्युएट करेंगे। दैट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। अभी अपन इसको पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने स्टेप्स बना दिए कि इस एक पहले साल तक इतने स्टोर ओपन हो जाएंगे, 2 साल तक इतने हो जाएंगे, 3 साल तक मेरे इतने हो जाएंगे, लेकिन 3 के बाद जाकर मैं रुक जाऊंगा, पहले असेसमेंट करूंगा, सही दिख रहा होगा तो आगे जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। अब इसमें क्या है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब है कि इंप्लीमेंट करते करते आप कंट्रोल कर रहे हो, इंप्लीमेंट करते करते आप चेक कर रहे हो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से मूव कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजी सही तरीके से मूव कर रही है, रिजल्ट वो दे रही है कि नहीं दे रही है, बस उसकी बात हो रही है। ठीक है, implement control assess whether the changes are required in the overall strategy in the light of events and results associated with incremental steps and actions। यानी जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं
एक-एक स्टेप को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, एक-एक स्टोर को ओपन करते जा रहे हैं, उसके बाद अब असेस करते जा रहे हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, 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 है ना? वैसा। मतलब जैसे-जैसे आप स्टेप एग्जीक्यूट करते जा रहे हो, वैसे-वैसे आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करते जा रहे हो, क्या वो सही है, सही है, सही आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसा बात हो रहा है, ठीक है? ये रिप्लेसमेंट नहीं है ऑपरेशनल कंट्रोल का, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल तो अलग ही चीज़ थी, है ना? उसका रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है ये? बट इनको बीच में जबरदस्ती लेके आना था, ठीक है? तो इन्होंने लेके क्या किया कि इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल बिकॉज अनलाइक ऑपरेशनल कंट्रोल इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द बेसिक डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल बहुत अलग चीज थी, वो एक एक्टिविटी था, क्यों बीच में लेके आए हो? किसी को कंफ्यूजन था भी नहीं, लेके आ गए हो बीच में, तब जाके कंफ्यूजन आता है कि दो को मर्ज कैसे कर दिया। कंफ्यूजन ही नहीं था, दोनों चीजों को मर्ज कैसे कर दिया, डिफरेंस कैसे बता रहे हो दोनों के बीच में, है ना? होता है ना, कभी दो चीजें लिंक दिमाग में कभी थी नहीं, उनको अगर आप लिंक करके कंपेयर करने लग जाओ तो बोलोगे यार ये आया ही क्यों, मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं कंफ्यूजन इनके बीच में। जबरदस्ती लेके आके दोनों अलग अलग चीजें हैं, फालतू लेके आ गए। ठीक है, अब इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, दो फॉर्म हो सकती हैं। देख रहे हो लेयर, देख रहे हो, अपन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में थे, अपन पहले कहाँ थे, टाइप्स ऑफ कंट्रोल में थे। फिर उसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा ऑपरेशनल, देन अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट, देन अपन ने पढ़ा स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक के अंदर अपन ने 4 पढ़े। उसमें जो चौथा वाला इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर अपन 2 फॉर्म पढ़ रहे हैं। 2 फॉर्म क्या है? पहला मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, मतलब क्या ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है इज प्रोग्रेसिंग एज डिजायर्ड, या उसमें एडजस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब जनरल चेक करते रहो, क्या स्ट्रेटेजी सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही है, एक एक स्टोर के बाद चेक करते रहो सही से जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है? माइलस्टोन रिव्यूज। माइलस्टोन रिव्यूज का मतलब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमने एक माइलस्टोन सेट कर लिया, उस माइलस्टोन के बाद अपन जाके चेक करेंगे क्या एक्चुअल में रिजल्ट वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक माइलस्टोन सेट कर लिया, माइलस्टोन अपना क्या था, 30 स्टोर्स का माइलस्टोन था। ठीक है, उससे पहले भी आप करते रहोगे, हर स्टोर के बाद में करते रहोगे, वो मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट में आ जाएगा, क्या आप ऑनगोइंग बेसिस पे करते जा रहे हो। एक माइलस्टोन सेट कर लिया कि 30 स्टोर तक खोलता हूं उसके बाद देखूंगा, वो माइलस्टोन है। ठीक है, दोनों दोनों चलेगा साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि वन ऑफ द अदर, दोनों साथ में होगा, है ना? माइलस्टोन रिव्यूज, की एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटेशन आर सेग्रीगेटेड फॉर माइलस्टोन्स। माइलस्टोन किस पे हो सकते हैं? या तो टाइम पे हो सकते हैं, या तो इवेंट पे हो सकते हैं, या फिर मेजर रिसोर्स एलोकेशन पे हो सकते हैं। मेजर रिसोर्स एलोकेशन का मतलब मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, अगले 10 करोड़ इन्वेस्ट करने से पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो 10 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किए थे, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये माइलस्टोन है। टाइम का हो सकता है, 3 साल बाद चेक करूंगा कि जो स्टोर सही खुले हैं कि नहीं खुले हैं। इवेंट हो सकता है, 30 स्टोर्स ओपन हो गए, वो इवेंट है। एंड जैसे माइलस्टोन अचीव हो जाएंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंप्लीट रीअसेसमेंट करेंगे स्ट्रेटजी का कि वो सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, या मुझे रुक जाना चाहिए, टू डिटरमाइन वेदर टू कंटिन्यू और रीफोकस द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। एंड ऑफ स्ट्रेटजिक, एंड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, चलो ये हो गया ये वाला टॉपिक। अब अपन आते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स के ऊपर। ठीक है, एसपीएम, ये क्या होता है? क्विकली एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे देखो, आपको ये तो हायरार्की समझ में आ गई, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनती है, देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनती है, देन वो ब्रेक होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर, तीनों लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, ये तो पता ही ना अपने को, अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है। ठीक है, सपोज करो ऊपर ऊपर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी थी कि जो मेरी पूरी कंपनी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट इस बार 20% अप जाना चाहिए। ठीक है, वो अलग अलग बिजनेस के अंदर आई, ठीक है, बिजनेस ए को अलग प्रॉफिट, अलग अलग उसका बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, उसका सॉरी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अपन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलग अलग लेवल के ऊपर बनते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ओवरऑल कंपनी बोलेगी, मैनेजर बोल, ओवरऑल कंपनी का जो सीईओ बोलेगा कि ओवरऑल 20% मेरा प्रॉफिट अप जाना चाहिए, पूरे सारे बिजनेस का मिला के। फिर वो डिवाइड होके आ जाएगा अलग अलग बिजनेस के ऊपर। ठीक है, कि बिजनेस ए, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 10% अप जाना चाहिए। ए बिजनेस बी, तेरा प्रॉफिट 25% अप जाना चाहिए, क्योंकि तेरे मार्केट में ग्रोथ है अभी। तो ये पास ऑन हो गई बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, अब ये बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये ट्रांसफॉर्म किसके अंदर होते हैं, इनको अचीव करना है आपको, तो आपको फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स भी लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस ए का कितना था, 10% आपको प्रॉफिट में ग्रोथ चाहिए, तो ये फंक्शनल लेवल पे भी डिवाइड करेगा ना। कैसे? भाई बिजनेस ए को बोला कि 10% प्रॉफिट अप हो, तो ये कैसे अचीव करेगा उसको? इसको अपने अपने फंक्शंस को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सेल्स वाले को बोलेगा, ये जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होंगे उनको बोलेगा, जिनके ऊपर सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर होती है? तो सेल्स डिवीजन के ऊपर होती है। देन मार्केटिंग डिवीजन होता है,
जो लोग भी कस्टमर को लेके आने वाले हैं, जिनके ऊपर रेवेन्यू डिपेंड करता है, वो सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, शॉर्ट में सीएक्स बोलते हैं उसको, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है? इनको बोलेगा कि देखो भाई, सेल्स वाले को बोला कि देखो भाई 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो सेल्स वालों कोशिश करो कि तुम लोग, मैं बहुत रैंडम बोल रहा हूँ, बहुत रैंडम बोल रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोग 8% की सेल्स इस बार अचीव करोगे, ग्रोथ, ठीक है? कॉस्ट सेंटर वालों को भी बोल दिया, ठीक है? जो जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर कौन से हो गए? प्रोडक्शन वाला हो गया, ठीक है? देन आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो गए, ठीक है? मतलब कॉस्ट देखो, देखो मार्केटिंग वाला जो है, एक तरीके से कॉस्ट उनके ऊपर भी आती है, क्योंकि मार्केटिंग वाला भी खर्चा ही कर रहा है एक तरीके से, ठीक है? वो भी कोई डायरेक्टली रेवेन्यू सेंटर नहीं है, ठीक है? मार्केटिंग वाला भी एक तरीके से कॉस्ट सेंटर ही है, लेकिन एक तरीके से रेवेन्यू डिपेंडेंट है मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है? रेवेन्यू डिपेंडेंट है, वो कस्टमर को लेके आते हैं, ठीक है? तो उनको बोला गया कि तुम लोग मिला के रेवेन्यू को इतना इंक्रीज करो, ठीक है? एंड जो मेजर कॉस्ट सेंटर्स थे, जिसके अंदर मार्केटिंग में आ जाएगा, वो भी कॉस्ट सेंटर ही एक तरीके से, तो ठीक है? प्रोडक्शन है, वो तो पूरा कॉस्ट सेंटर ही है। उनको बोला कि लेट्स से प्रोडक्शन वाले को लोगों ने बोला कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन तुम लोगों को कोशिश करना है इस बार, मैं बहुत रैंडम बोल रहा हूँ, ठीक है? इसका कोई लॉजिक नहीं, सरपैट नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है? कि आपको आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो 5% कम करनी है इस बार, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? 5% प्रोडक्शन कम करनी है, प्रोडक्शन के पास इनका ऑब्जेक्टिव आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में। अब उनका ये ऑब्जेक्टिव है, ये कितने पीरियड के लिए? 1 साल के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये अचीव कैसे करोगे आप? कैसे अचीव करोगे? अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर होते तो तब कैसे अचीव करते? कि 5% प्रोडक्शन मुझे अचीव करना है, कैसे अचीव करते आप बताओ? सोचो, कैसे सोचते आप? आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते? ब्लैंक आउट हो गए क्या? ब्लैंक आउट हो गए क्या? सबसे पहले क्या होता है, अपन सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट जाती है, वो किन-किन मेजर चीज़ों की वजह से जाती है, ठीक है? इसके अंदर लेबर की कॉस्ट है, ठीक है? लेबर की कॉस्ट है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है प्रोडक्शन कॉस्ट को? सबसे पहले लेबर की कॉस्ट है, ठीक है? दूसरा आपकी एफिशिएंसी है ना? कि आप कितनी एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हो। 1 घंटे में आप 12 यूनिट बना रहे हो, वैसे 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहे हो, तो एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ गया ना, ठीक है? मशीन कितने टाइम ब्रेक डाउन होती है? मशीन अप टाइम बोल देते हैं, ब्रेक डाउन क्यों बोलते हैं? अप टाइम बोल देते हैं। मशीन अप टाइम रेट, कि मशीन कितने टाइम चालू रहती है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो गया है, शट डाउन नहीं हो रखी है, रिपेयर मेंटेनेंस में नहीं है, कितने टाइम अप है, कितने टाइम रनिंग है, मशीन काम कर रही है, ठीक है? मशीन अप टाइम रेट उससे डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स है, ठीक है? देन बोलेगा कि सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी तो है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, वो भी डायरेक्टली बता रही है, ठीक है? देन बोलेगा कि देखो डिफेक्ट्स कितने आए, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर सोचेगा कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, जिनको अपन अगर इम्प्रूव करें, जिन पे अगर अपन वर्क करें, तो ये 5% का टारगेट अचीव हो सकता है। ओवरऑल 5% देखोगे तो कैसे करोगे? आपको उसको इन टर्म्स ऑफ सम एक्टिविटीज़ देखना पड़ेगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना पड़ेगा, ठीक है? कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट वो थोड़ी-सी कम करेंगे, तो यहाँ पे कम आ जाएगा। लेबर की जो कॉस्ट है, या फिर लेबर की एफिशिएंसी बोला जाए, लेबर की कॉस्ट से मतलब कॉस्ट भी बोल सकते हो कि लेबर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है, एंड लेबर की कितनी एफिशिएंसी है, वो भी बोल सकते हो आप कि लेबर की एफिशिएंसी कितनी है, कि एक घंटे में कितने यूनिट बना ले रहे हैं, उस पे भी फ़र्क पड़ता है। मशीन अप टाइम रेट कितना है? भाई मशीन ही डाउन पड़ी हुई है 2 घंटे तो, अगर उसे 2 घंटे काम करे तो उस टाइम प्रोडक्शन हो जाता ना। उस 2 घंटे में इनकी सैलरी तो गई, वेजेस तो गई इनकी 2 घंटे की, खाली थोड़ी बैठे थे, खाली बैठे हैं फिर भी पैसा तो लेंगे ना वो लोग, बोले हमारी थोड़ी गलती। मशीन ऑन रखो। डिफेक्ट इतने सारे हो जा रहे हैं, फिर डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल भी गया, लेबर भी गई, मशीन भी गई, फिर भी यूनिट खराब बन के आई, तो कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि अच्छा इन सब पे अगर अपन वर्क करेंगे तो ये 5% टारगेट अचीव हो सकता है। अब पूरी मैथमेटिक्स होगी, पूरा पूरा ऑब्वियसली पूरा एक प्लान बनेगा कि अच्छा इसको अगर हमने इतना कम कर दिया, रॉ मटेरियल कॉस्ट हमने इतना कम किया, इसको हमने इतना कम किया, इसको हमने इतना रखा, इसको हमने इतना रखा, इसको हमने इतना रखा, तो ये 5% टारगेट अचीव हो जाएगा। सबका एक अलग अलग था, ठीक है? जैसे इन लोगों ने लेबर की एफिशिएंसी के बारे में बात करी कि देखो अगर लेबर की एफिशिएंसी 95% होगी ना, ये 5% अचीव करने के लिए लेबर की एफिशिएंसी 95% होनी चाहिए, ठीक है? मशीन अप टाइम रेट, मशीन अप टाइम जो है वो कम से कम 93% होना चाहिए। 7% टाइम खाली बैठी हुई चलता है, 93% उसका अप टाइम होना चाहिए। डिफेक्ट्स जो हैं
वो 1% के नीचे हो जाना चाहिए, 1% के नीचे रहना चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये 5% इनका फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्शन का। अब वो अचीव करने के लिए मैं वेट थोड़ी करूंगा कि चलो प्रोडक्शन करते हैं मस्त साल भर, एंड में जाके चेक करेंगे साल के एंड में कि बिना प्रोडक्शन कॉस्ट 5% कम आया कि नहीं। अरे काम करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना अभी। और वो करने के लिए पहले मुझे इनको इन टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, इनको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, इन टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इन टुकड़ों को अपन कहते हैं क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है क्या 95% क्या लेबर एफिशिएंसी। ये लेबर एफिशिएंसी एक मैट्रिक है, ये असेस करने के लिए क्या मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। मशीन अप टाइम रेट 93% रहना चाहिए, ये एक मैट्रिक है ताकि मैं ऑनगोइंग बेसिस पे चेक करता रह सकूं, रोज चेक करता रह सकूं या वीकली चेक करता रह सकूं, मंथली चेक करता रह सकूं, क्या मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। ये भी मुझे चेक करते रहना पड़ेगा, ये भी मैट्रिक है डिफेक्ट परसेंटेज, ये चेक करने के लिए कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। आपने उसी ऑब्जेक्टिव को तोड़ तोड़ के मेजरेबल मैट्रिक्स में डाल दिया, जिनको आप ऑनगोइंग बेसिस पे असेस कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इनको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। ये जो चीजें हैं ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है। ये जो अपन ने 3 रेट्स यूज करी, ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है। यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पीरियड के एंड तक अचीव होना होता है। ठीक है, 1 साल के एंड का है या 4 साल के एंड का है, 5 साल के एंड का, अब वेट थोड़ी करेंगे, उसको ऑनगोइंग बेसिस पे चेक कैसे करें कि हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुछ मेट्रिक्स अपन डिसाइड करते हैं ये देखने के लिए कि हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं अपन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, जिनको अपन ऑनगोइंग बेसिस पे चेक कर सकते हैं। एंड इन्हीं को अपन, इन्हीं के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी भी बनेगी। अब मुझे बोले प्रोडक्शन कॉस्ट 5% कम करनी है, स्ट्रेटजी बनाओ। अरे कैसे बनाओ, अब डायरेक्शन मिल गई मुझे कि चल एफिशिएंसी लेबर की 95% पे लेके आनी है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है मुझे कि लेबर की एफिशिएंसी को 95% कैसे लेके जाऊं। ठीक है, मशीन अप टाइम रेट 93% करना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, कहां कहां टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कहां कहां प्रॉब्लम आ जा रही है, डिफेक्ट परसेंटेज 1% पहुंचाना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाऊं, कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वैसे ज्यादा हो जाता है, क्वालिटी सिस्टम कैसे बेटर करूं। ये आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं एक तरीके से, ये आपको ऑब्जेक्टिव हेल्प करने में अचीव भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप कितना आगे जा रहे हो, एंड आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, रिसोर्स कहाँ पे स्प्लिट होंगे, रिसोर्स एलोकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ पे खर्चा करेंगे, वो सब। इन्हें अपन स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर बोलेंगे। समझा। दीज आर की मेट्रिक्स और इंडिकेटर्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर स्ट्रेटजीज। उन्होंने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए हमने स्ट्रेटजी लगाई, क्या वो सही रास्ते पे जा रही है नहीं जा रही हो कैसे मालूम पड़ेगा, जब अपन ऑन बेसिस पे चेक करते रहेंगे कि डिफेक्ट्स 1% है, लेबर का इफेक्ट एफिशिएंसी 95% के, क्योंकि वरना तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक क्वार्टर के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, एक क्वार्टर के बाद या फिर वीकली भी मालूम पड़ेगा आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, वो आपके इन तीनों से मालूम पड़ने वाला है आपको। ठीक है, ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज इन अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अच्छा एक मैं बहुत एक छोटी सी चीज बोलूँ क्या, ज्यादा डेप्थ में जाऊँ क्या मैं, रहने दो। ठीक है, क्लास में करेंगे डिस्कस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना से भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा जो मैं बताऊंगा, छोड़ो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एसपीएम प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ की क्रिटिकल एरियाज। स्नैपशॉट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ की क्रिटिकल एरियाज, क्या बोला था मैंने, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है तो की क्रिटिकल एरियाज क्या है, ये हैं, उनका आप कैसे परफॉर्म करें उनका स्नैपशॉट दे रहा है आपको ये। Critical to the success of the organization strategy, enabling to assess whether the organization is progressing towards its desired outcomes or not। अच्छा, ये सिर्फ फंक्शनल लेवल के ऊपर नहीं होता है, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी एसपीएम बनेंगे, बिजनेस लेवल के ऊपर भी एसपीएम बनेंगे, लेकिन समझना इनको इजी हो जाता है कि अपन फंक्शनल लेवल के ऊपर सोचते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैंने फंक्शनल लेवल का बताया। ठीक है, दिस हेल्प्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, वही मैंने बोला था। ठीक है, कि अगर आपको मालूम पड़ा कि डिफेक्ट परसेंटेज 2% के ऊपर जा रहा है, दैट मींस आप नहीं अचीव कर पाओगे 10% का टारगेट, सॉरी आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अब मेरा फोकस क्या होना चाहिए, डिफेक्ट परसेंटेज को कम करने के ऊपर होना चाहिए। तो मेरे को अपना रिसोर्सेज भी जो है, पैसा भी, एफर्ट भी वहीं पे खर्च करना पड़ेगा कि डिफेक्ट कैसे 1% के नीचे लेके आऊं। उसके बाद एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया है, पढ़ लेना इसको, फालतू है, कोई लिंकेज नहीं है, एक फैंसी लैंग्वेज यूज करिए बस, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसके लिए बोला है की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं एसपीएम सिस्टम के लिए। ठीक है, ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, एंड ये लैंग्वेज भी पूछ सकता है जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये भी पूछ सकता है। आंसर आपको ये 3 की रिक्वायरमेंट्स लिखनी पड़ेगी। 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले जो आप, देयर शुड बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो आपने इंडिकेटर चूज किया, इसको मैट्रिक भी बोल सकते हैं, इंडिकेटर भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, जो आपने चूज किया है, इसके इसके बीच में और आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में देयर शुड बी अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना।
क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिकेटर्स एंड द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स जो आपको चाहिए। आउटकम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव लिख देते तो सिंपल हो जाता है इन लोग के लिए, ठीक है। तो देयर शुड बी क्लियर कॉज एंड इफेक्ट, मतलब भाई ये बेटर होगी तभी जाके उसी का इफेक्ट आएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। कॉज एंड इफेक्ट है, ऐसे किसी रैंडम चीज को अपन ने नहीं बोल दिया है। अपन ने ऐसा नहीं बोला है कि मेरी लेबर खुश होनी चाहिए तो 5% कम हो जाएगी। उतना क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, कि अगर ये होगा तो नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड मतलब ये करने पे वो हो रहा है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। मैं बोलो कि मेरी लेबर बहुत खुश रहनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, उससे मेरा 5% कम हो जाएगा, वो कहाँ कॉज एंड इफेक्ट है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हाँ लेबर खुश रहेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, ज्यादा ज्यादा मोटिवेटेड काम करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं है रिलेशनशिप, क्लियर नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है वो। देयर शुड बी क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिकेटर्स एंड द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स। केपीआई, इनको अपन केपीआई भी बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर को दूसरी भाषा में केपीआई भी बोला जाता है। केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आगे लिखा है केपीआईज मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड बिकॉज दे इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर। इनको सोच समझ सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय इनके अकॉर्डिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होता है उनका, ठीक है। मैनेजर शुड अवॉइड पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। मतलब पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस का मतलब है कि ज्यादा दिमाग में मत, ज्यादा एनालिसिस मत करते रहना कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। इतना भी एनालिसिस मत करने लग जाना कि काम ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरे पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस बोलते हैं। इतने सोचते रह गए, सोचते मौन बन गए हम लोग तो, सोचते मौन बन गए, सोचते सोचते काम ही नहीं कर पाए, वैसा फालतू ज्ञान था। पहला वाला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। बट अगर आए तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, चांसेस कम है लेकिन आया तो लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर के, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसको अपन याद कैसे रखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स आई, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स आई, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स आई, ठीक है। तो फाइनेंशियल का फिन, ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर हो सकते हैं। देन कैप से है सी, सी से क्या होगा, कस्टमर रिलेटेड वो हो सकते हैं। देन मार्केट्स, मार्केट से क्या निकल के आएगा, मार्केट रिलेटेड हो सकते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। देन आई ई ई, इनसे क्या होगा, आई का आई ई ही रखा है मैंने, ठीक है। आई से क्या होगा, इनोवेशन, ई से क्या होगा, एम्प्लॉई, देन आखिरी ई से क्या होगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कंपनी को बनाना ही है, टाइप्स बताए गए हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। अब कंपनी ऑलवेज चूजेस कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, उनके हिसाब से अपन इनमें से कोई चूज कर लेते हैं कि इनको अपन को मॉनिटर करना है। वो बता रहा है, सारे टाइप के बता दिए इन्होंने आपको, ठीक है। सबसे पहला फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल मेजर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मेजर्स होंगे आपका रेवेन्यू ग्रोथ, कितना रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया आपका, प्रॉफिट मार्जिन हुआ कितना आ रहा है आपका, इनसे आपको मालूम पड़ता है। दे प्रोवाइड इनसाइट इनटू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया, तो एसपीएम कैसे हुआ। मैं वही बोलना चाह रहा था, मैंने आपको बताया ना, एक बार आपको बहुत डेप्थ वाली चीज बताता हूँ, वो यही बोलने वाला था मैं, कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है 5% का, ये खुद भी एक एसपीएम ही है। इसका मतलब नहीं जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एसपीएम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दैट कैन ऑल्सो बी एन एसपीएम, ये भी एक एसपीएम हो सकता है, ठीक है। ये भी एक एसपीएम हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी एन एसपीएम, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब अब ज्यादा डेप्थ में चल जाऊंगा मैं और लेवल्स की बात करने लग जाऊंगा मैं, लेकिन उतना सेंस नहीं बनेगा, आप इतना समझ लो, ठीक है, कि ये दिस कैन ऑल्सो बी एन एसपीएम, ठीक है। तो फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर उन्होंने सारी वो बातें कर दी, ठीक है, जो जो फाइनेंशियल सेंस में आप चेक करोगे। देन सी से था अपना, कैप से था कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड रहता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, रिटेंशन कितना है, यानी लौट के हमारे पास आता है कि नहीं आता है, ठीक है, कस्टमर रिटेंशन, लॉयल्टी कितनी है उसकी आपकी तरफ। इसको मेजर कैसे करोगे, करते हो मेजर, ठीक। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर के लिए फीडबैक करवाते हो आप उनसे कि फीडबैक भरो, रिव्यूज दो, सर्वे करते हैं कस्टमर, उससे मालूम पड़ता है कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। रिटेंशन मालूम पड़ जाता है कि कितने परसेंट कस्टमर्स एक बार आपसे खरीदने के बाद वापस से आप ही के पास आते हैं, ठीक है, उसे कस्टमर रिटेंशन बोला जाता है, ठीक है। चलो मार्केट मेजर्स, मार्केट मेजर्स का मतलब क्या हो गया, मार्केट रिलेटेड, कि मार्केट में आपका शेयर कितना है, कस्टमर्स कितने आप अक्वायर करके बैठे हुए हो, कस्टमर कितना रेफरल करते हैं एक दूसरे को, दे प्रोवाइड इनसाइट कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हो, कितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन मार्केट्स तक खत्म हो गया। देन आई ई ई, इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन मेजर्स कौन से हो सकते हैं, कि आपने कितना आर एन डी में स्पेंड किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, आपने कितने पेटेंट फाइल किए हैं, आपने कितने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, वो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे आप देखते हो ना, हर कंट्री के अंदर कितने पेटेंट फाइल हो रहे हैं, वो भी कितना चेक हो रहा है, ठीक है, कि कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी में आई में कितना आगे बढ़ रही है, उसे अपन यही चेक करते हैं कि कितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं,
उस पर्टिकुलर कंट्री में। वरना अदरवाइज आप कैसे बोलोगे कि कौन सी कंट्री एआई में आगे जा रही है, एआई रेस में आगे जा रही है? कैसे मालूम पड़ेगा? तो बहुत ब्रॉड टर्म है, कैसे असेस करोगे उस चीज़ को? उसको असेस करने के लिए केपीआई या फिर एसपीएम क्या हो गया कि कितने पेटेंट फाइल कर रहे हैं वो बता दो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना स्पेंड कर रहे हैं वो बता दो। ठीक है? इसके आगे इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा तो इतने में समझ जाओ तुम लोग, ठीक है? चलो, आर-एन-डी स्पेंडिंग ये सब आप चेक करोगे। इनोवेशन मेजर्स। देन दूसरे ई पे हैं एम्प्लॉई, ठीक है? एम्प्लॉई में क्या है? एम्प्लॉई मेजर्स। एम्प्लॉय रिलेटेड मेजर्स कौन से हो गए कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फैक्शन है, टर्नओवर रेट कितना है, ठीक? अब देखो, आप बोलोगे सर आपने तो कहा था एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन आप नहीं लेके आओगे। अरे मैंने मैंने कब कहा वो हो नहीं सकता है? मैं बोल रहा हूँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसका एसपीएम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन नहीं था। मैंने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो वहां पे मेरा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का एसपीएम नहीं हो सकता। लेकिन कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एसपीएम हो सकता है। जैसे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, उनका क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई उनका मेन गोल क्या होगा, उनका एसपीएम क्या होगा कि भाई कोशिश करो कि जो हमारा एम्प्लॉय का टर्नओवर है, यानी जो एम्प्लॉय छोड़ के चल जा रहे हैं, वो कम हो जाए। उनका वो ऑब्जेक्टिव होगा। वो कैसे इंश्योर करेंगे वो चीज? वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन चेक करेंगे, कितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है ना? तभी तो उससे मालूम पड़े, ज्यादा सेटिस्फाइड होगा तो नहीं छोड़ के जाएगा वो, टर्नओवर कम होगा मालूम पड़ेगा। ठीक है, टर्नओवर रेट चेक करो, मैंने वही बोला कि ऑब्जेक्टिव कैन इटसेल्फ बी एन एसबीएम। आपका एसपीएम कहता है कि टर्नओवर कम करना है, उसी को आपने एसपीएम बना दिया। ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, उनसे सर्वे कराओ कितने खुश वगैरह हैं। ठीक है, इनसे आपको मालूम पड़ेगा। ये ई से एम्प्लॉय हो गया। देन आखिरी ई से क्या है? इन्वायरमेंटल मेजर्स। इन्वायरमेंटल मेजर्स में क्या है कि आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हो, आप वेस्ट कितना रिड्यूस कर रहे हो, कार्बन एमिशन कितना कर रहे हो। ये सस्टेनेबिलिटी वाले की बात हो रही है। ठीक है, चलो ये आपके टाइप्स ऑफ एसपीएम खत्म हो गए। ठीक है, अब ऑब्वियसली इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस की बातें होगी। राइट परफॉर्मेंस मेजर कैसे चूज करना है उसकी बातें होंगी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एसपीएम की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस यानी कि ये एसेंशियल क्यों हो जाते हैं, वाई दे आर एसेंशियल, एसपीएम रखना जरूरी क्यों है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहला, ये आपके गोल अलाइनमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, आपकी स्टडीज आपके गोल से अलाइन हो उसमें हेल्प करता है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई स्टडीज बना पाते अगर मैं आपको ये लेवल बताता ही नहीं? ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इनके बिना क्या आप स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर पाते? आपको डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट 5% कम कैसे करूं, किस पे ध्यान लगाऊं। जैसे अपन ने इनके ऊपर ब्रेक डाउन किया तो आपको मालूम पड़ा अच्छा मुझे इनके ऊपर वर्क करना है, इन पे वर्क करेंगे तो ये अपने आप ही धीरे धीरे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इससे आपको स्ट्रेटजी को हेल्प मिली कि वो गोल की तरफ अलाइन हो सके। ठीक है, तो वो गोल अलाइनमेंट हेल्प्स अलाइन स्ट्रेटजीज विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एंश्योरिंग दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन में भी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली अपने स्ट्रेटजी बने तो वहां पे पैसा भी खर्च होगा, रिसोर्स अलोकेट कहां करने होगी आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट रिसोर्स अलोकेशन। भाई आपको मालूम पड़ेगा डिफेक्ट्स 1% के नीचे लेके आना है तो आप उस पर खर्चा करोगे, आपको मालूम भी पड़ेगा कि कहां पे ग्रेटेस्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, वहां पे ज्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। ये एसपीएम तो बताएगा कि कंटिन्यूसली इंप्रूव कैसे करना है, वरना प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत बड़ा नंबर है। छोटे छोटी चीजें बताएंगे कि अच्छा ये मेरे को एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, मुझे डिफेक्ट्स परसेंटेज कम करना है। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे देखेंगे तो अपने को बहुत नीचे की पिक्चर दिखेगी नहीं, ग्राउंड पिक्चर दिखेगी नहीं। ठीक है, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अरे प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, तो अपने को नीचे नीचे छोटी छोटी चीजों में देखना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है उसको। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? आप अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो, आपके शेयर होल्डर, आपके कस्टमर्स, आपके रेगुलेटरी बॉडीज। तो आप उनको कैसे बताओगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? एसपीएम आपको हेल्प करता है। जैसे आपने अपने कस्टमर्स को बताया, जैसे आपने अपने शेयर होल्डर्स को बताया, ठीक है, कि हमने इतना इतना मार्केट शेयर अचीव कर लिया है, इतना हमने प्रॉफिट अचीव कर लिया है, इतना हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हो चुका है। तो आप उनको अकाउंटेबिलिटी इसी सेंस में तो बताओगे कि देखो हमने अचीव किया है। आपको कुछ मैट्रिक्स चाहिए होंगे ना बताने के लिए। ठीक है, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा आपको कि देखो हमारे कस्टमर कितना रिटेंशन है, हमारा हमारा कस्टमर लॉयल्टी कितना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे इतना हमने को बता रहा है, उससे कस्टमर लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छी कंपनी है। रेगुलेटरी बॉडीज को मतलब होगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को निकाल तो नहीं ले रहे हो, कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, एम्प्लॉय खुश है कि नहीं है, तो आप उनको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मेजर्स बता सकते हो। तो ये सारी इन्वायरमेंट मेजर्स भी ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के भी, ठीक है, उसमें भी रेगुलेटरी बॉडीज इंटरेस्टेड होंगी। तो आप उनको कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे कि आपकी पिक्चर क्या है बिजनेस की, एसपीएम के अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो बता के। ठीक है, ये याद कैसे रखोगे 4 पॉइंट? भाई देखो अगर एसपीएम में होता तो आपकी स्ट्रेटेजी गिर जाती है ना, तो इसलिए आपका निमोनिया के गिरा, ये आपको गिरने से बचाता है, गिरने नहीं देता, गिरा।
ठीक है, गिरा 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 गिर गिरा गिरा, छोड़ो। तो इसमें पहले जी से है गोल अलाइनमेंट, गोल अलाइन, जी से है गोल, गोल अलाइन करने में हेल्प करता है। देन आई से क्या है, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब कुछ बच्चों को इसमें चलोगे कि सर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना, आप सी से क्यों नहीं रखे, आई क्यों चूज किया आपने? राजा देखो, मैं ना वो वर्ड चूज करता हूं जिससे तुम्हें डायरेक्टली याद आ जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी मैं रख देता ना यहाँ पे कंटिन्यूस से, मैं बना देता ना, तो तुम्हें सी मिलता तो सही, लेकिन पॉइंट रिकॉल नहीं करता सी से कि सी से था क्या। इसमें सबसे जल्दी जो याद आने वाला पॉइंट है वो इंप्रूवमेंट है, ना कि कंटिन्यूस। इसलिए आई से चूज किया है। दिमाग लगा के बनाए गए हैं सारी जो मेमोरी टेक्निक, सोच समझ के कि जल्दी याद आ जाए बच्चे को। ठीक है, वरना बच्चे के आड़े टेढ़े निमोनिक बना तो देते हैं। पहला पहला वर्ड चूज करके जिसका जी रखा, इसका आर रखा, इसका सी रखा, ई रखा, चल जीआरसी बना दिया, एग्जाम में गुम। उनको उस टाइम लगेगा कि सर ये तो बहुत इजी बना दिया मैंने निमोनिक, आपने तो सर डिफिकल्ट डिफिकल्ट बना दिया यार, ये क्या गिरा गिरा कर रखा है आपने। जीआरसी कितना अच्छा है, कितना डायरेक्ट है जीआरसी, जीआरसी दिमाग ही नहीं कर छोड़ा। वो एग्जाम में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जी से क्या था, आर से क्या था, सी से क्या था, वही याद नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब जी आर तो फिर भी आ जाएगा, सी से नहीं आएगा, डिफिकल्टी होगी याद करने में। आई इज रिलेटिवली इजियर। ठीक है, ए से है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ए से अकाउंटेबिलिटी बात करी। अब एक्सटर्नल पहला है, उससे नहीं बनाया, अकाउंटेबिलिटी से बनाया, क्योंकि जल्दी याद आएगा आपको ए से अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सोच के एक्सटर्नल याद आ जाएगा, एक्सटर्नल सोच के अकाउंटेबिलिटी नहीं याद आने वाला, एक्सटर्नल खुद ही याद नहीं आएगा तो अकाउंटेबिलिटी कहां से पहुंचोगे उस तक। ठीक है, चलो अब उसके बाद बोल रहा है कि राइट एसपीएम कैसे चूज करें। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो की रिक्वायरमेंट जो था ये अलग था। ठीक है, ये अलग ज्ञानबाजी थी। इसमें कहीं पे इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रेलिवेंट था कि कॉज एंड इफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा एसपीएम चूज करना है, बाकी दो पॉइंट तो ज्ञानबाजी थी। ठीक है, तो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में। यहाँ पे ज्ञानबाजी थी, यहाँ पे एक्चुअल में बता रहा है कि कौन सा एसपीएम चूज करना है, राइट वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ये रहे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसपीएम सिस्टम, या ये रहे, तो आप यही 3 पॉइंट लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाएगा हाउ टू चूज राइट एसपीएम, तो आप यही लिखेंगे 4 पॉइंट, वो ऊपर वाले नहीं लिखेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज ये वाली आ जाए तो। ठीक है, कौन सा एसपीएम चूज करना है, सबसे पहला वही रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस होना चाहिए क्यों भाई, रेलेवेंट होना चाहिए, आपके गोल्स की तरफ हेल्प करना चाहिए, रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। ऐसे थोड़ी कुछ भी ले लेगा भाई, मैंने क्यों लिया डिफेक्ट परसेंटेज को लेकर, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में हेल्प कर रहा है, रेलेवेंट है उसके लिए, रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एंड वो ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो एक्शनेबल हो, बता रहा है कि भाई किस पे काम करना है, भाई तुम एफिशिएंसी पे काम करो, डिफेक्ट्स पे काम करो, तब जाके एक्शनेबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पे काम करना पड़ेगा तब जाके वो अचीव होगा। ठीक है, डेटा अवेलेबिलिटी, उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, एफिशिएंसी का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, एंड कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज इन अ टाइमली मैनर, ऐसा नहीं हो कि उसका डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर सेंस ही नहीं बनेगा, कैसे मेजर करोगे आप उसको, एनालाइज ही नहीं हो पा रहा। तो ये सारे जो डेटा है एफिशिएंसी वगैरह के कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर मॉनिटर होते रहते हैं। ठीक है, उसका सिस्टम बनाया जाता है कि अच्छा इसको कौन मॉनिटर करेगा, कैसे कैलकुलेट होगी एफिशिएंसी, वो सब पूरा बनाया रहता है। ठीक है, डेटा क्वालिटी, हाई क्वालिटी डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऐसे ही कोई एरे गेरे के ऊपर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके लिए हाई क्वालिटी डेटा अवेलेबल नहीं है तो रहने दो, मत करो फिर। अगर हाई क्वालिटी डेटा इंश्योर नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आपको डेटा हाई क्वालिटी नहीं है, तो फिर छोड़ दो, उसको मत बनाओ आप। ठीक है, डेटा मतलब देखो ना, आप हर चीज़ में हाई क्वालिटी डेटा लेके आने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मेजर कैसे हो सकता है, कैसे मालूम किसके मन में क्या है, तो आपने उसके लिए हाई क्वालिटी डेटा निकाला, कैसे निकाला, आपने सर्वे बनाया, सर्वे में पार्टिसिपेट करो, बताओ कैसे हो, तो उसलिए अपन बोल पा रहे हैं कि चलो हमारे पास डेटा है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं था एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चेक कर पाना। तो हाई क्वालिटी डेटा आपने बनाया उसके लिए। ठीक है, डेटा टाइमलीनेस, कि जो डेटा है वो अप टू डेट होना चाहिए, पुराना डेटा नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसपीएम चूज करने के लिए ये तरीके हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चीज को अगर आप एसपीएम चूज करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको ऐसा डेटा लेके आना पड़ेगा। दोनों तरीके से है कि किसी में अगर ये चीजें हैं तो उसको एसपीएम चूज कर लो, या फिर अगर नहीं है बट आप एसपीएम बनाना चाहते हो तो कुछ 3 चीजें रेडी करनी पड़ेगी एसपीएम के लिए। ठीक है, ये था बस। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंदर, टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक मेजर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। ठीक है, एसपीएम जो था वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि कॉन्सेप्ट आ गया है, या आप सी फाइनल में जाएंगे एससीएमपी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है ट्रिपल बॉटम लाइन का। क्या बोल चलता है, ट्रिपल बॉटम लाइन, इसको शॉर्ट में टीबीएल फ्रेमवर्क बोलते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है कि एट दी एंड मुझे मतलब किससे है, व्हाट एम आई कंसर्न्ड अबाउट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोच क्या थी कि हमें कंसर्न है प्रॉफिट से, हमें फाइनेंशियली हमें प्रॉफिट चाहिए, है ना, दैट वाज द ट्रेडिशनल सोच। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब है कि भाई बिजनेस की सिर्फ एक ही बॉटम लाइन नहीं है, एक ही मतलब नहीं है उनको एक चीज से प्रॉफिट, उन्हें 3 चीजों से मतलब होना चाहिए।
कौन सा? प्रॉफिट तो है ही ऑब्वियसली, उसके साथ में एक और क्या ऐड कर दिया? पीपल, लोगों से ही मतलब होना चाहिए आपको अपने, स्टेक होल्डर्स बेसिकली, ठीक है, वो खुश होने चाहिए। प्लैनेट यानी सस्टेनेबिलिटी, कि प्लैनेट सही है, एनवायरमेंट में नुकसान वगैरह तो नहीं कर रहे, वो सब चीजें भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट बोलिए कि एक्सपैंड हो चुका है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी से प्रॉफिट की बात नहीं होती है, इन तीन की बात होती है, ठीक है। फिर एक क्वाड्रुपल बॉटम लाइन भी आ चुकी है, इसमें चौथा भी आ जाता है, इसमें बोला जाता है पर्पस, जिससे स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड हो जाती है। और कहाँ जा रहे हैं ये लोग ठीक है, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, उसकी तरफ आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, बस ज्ञानबाजी है। देखो पढ़ना है पढ़ा, एमसीक्यू में आ सकता है, टीवीएल क्या होता है तो मैंने बता दिया बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। फिर एक छोटा सा और टॉपिक है, ये आपको स्टडी मेड के अंदर बीच में धसा हुआ मिलेगा, घुसा हुआ मिलेगा, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आईसीआई ने इस टॉपिक को डाल दिया था एसपीएम के टॉपिक के अंदर, जबकि इसका कोई लिंकेज नहीं है एसपीएम से, तो इसलिए मैंने इसको, कुछ भी रेलेवेंस नहीं है इसका एसपीएम के अंदर, पता नहीं वहां क्यों डाल दिया, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग टॉपिक में डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्या? मैनेजिंग पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए दो पॉसिबल तरीके होते हैं, दो फोर्सेस होती हैं। सबसे पहला क्या? रैशनल फोर्सेस। रैशनल फोर्सेस ये होती हैं कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको आप ओपनली कम्युनिकेट करें, लोगों को सबको बताएं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, हमारा ये टारगेट है, हम ये करेंगे, उससे लोग उसमें इंक्लूडेड फील करेंगे, ठीक है। आप ओपन कम्युनिकेशन रखें, सेल्फ एनालिसिस करें, है ना, तुम लोग भी एनालिसिस करो कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो वगैरह वगैरह, ये रैशनल फोर्सेस हैं। देन होती हैं कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस क्या होती हैं? पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं कि देखो भाई, हर किसी का कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम है, हर किसी इंसान के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आप कोई चीजें ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आइडियल तरीका क्या है कि स्ट्रैटेजी है, ओपनली कम्युनिकेट करो, ओपनली कम्युनिकेट करो, सेल्फ एनालिसिस करो। लेकिन कुछ चीजें हैं, हर एक के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट है, हर एक की खुद की ईगो होती है, ठीक है, एक पर्सनल इमेज होती है हमारी, उनके मद्देनजर रखते हुए हम हर चीज ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक है ना, आपका कंपनी है, कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से दो टाइप के सर्विसेज वो देती है, दो टाइप के प्रोडक्ट्स बेसिकली, मतलब वो दे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कर देते हैं अपन, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है वो, ठीक है, सर्विसेज देती है। एक वो मैनुअल सर्विस देती है, एक वो डिजिटल या टेक्नोलॉजी फोकस सर्विसेज देती है, टेक फोकस्ड। यहाँ पे क्या क्या होता है, लोग सारा काम कर देते हैं, लोग जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे सारे लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल टेक फोकस्ड है कि यहाँ पे सिमिलर सिमिलर प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। हमने जो सिस्टम बना रखे हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल, बहुत रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक वेबसाइट डेवलपर है, उसने वो मैनुअल भी वेबसाइट बनाता है, ठीक है, मैनुअल भी वेबसाइट इंजीनियर डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो वेबसाइट बना देते हैं कस्टमर्स के लिए, एंड ऑटोमेटिक भी है, एआई सिस्टम बना रखा है, एक बना रखा है जो वेबसाइट बना देता है बेसिकली अपने आप, ठीक है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसका एक हेड होगा, इस सर्विस इसका एक हेड होगा, इस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, इस डिपार्टमेंट का भी एक हेड होगा जो ये सब चीज़ों को देखता रहेगा कि यहाँ पे सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको भी पता है कि फ्यूचर ये है, ठीक है, इसको भी पता है फ्यूचर ये है, ठीक है, लेकिन इसके अंडर में काम करते हैं लेट्स से 500 एम्प्लॉय, और बढ़ा दूं क्या? 5,000 कर देता हूँ, 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। इसको भी पता है फ्यूचर ये इनका है, इनको भी पता है कि फ्यूचर इनका है, लेकिन नीचे 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। कंपनी को भी पता है कि फ्यूचर यही है, इसी में जाना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे 5,000 लोगों को निकालना है, कम करना है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा यहाँ पे डाइवर्ट करना है, क्योंकि यही फ्यूचर है, ठीक है। तो अब जब बोर्ड मीटिंग होगी, जब इनका डिसीजन हो रहा होगा, यहाँ पे भी इसका हेड भी बैठा होगा, इसका हेड भी बैठा होगा, कंपनी का सीईओ भी बैठा होगा, चेयरमैन भी बैठा होगा, ठीक है, एचआर मैनेजर भी बैठा हुआ होगा एचआर मैनेजर, ठीक है। तो वहां पे आइडियल तरीका तो यही है कि वहां पे ओपनली बोल दिया जाए कि लोगों को निकालना पड़ेगा, तरीका नहीं है कोई और, अगर हम कंपीट करना चाहते हैं तो। लेकिन ये बातें कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी, ये बातें मीटिंग में कहीं पे भी नहीं बोली जाएगी, ये बातें मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ये बात बाहर निकलेगी, तहलका मच जाएगा, शेयर मार्केट शेयर का प्राइस गिर सकता है कि लोग छोड़ दिए, ठीक है। ये जो 5,000 एम्प्लॉय जिनको मालूम पड़ेगा कि हमारे को किसी ना किसी का भी नंबर आ सकता है निकलने का,
तो बाकियों की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, खुद ही छोड़ छोड़ के चल जाएंगे, खुद ही ऑप्शन ढूंढने लग जाएंगे, फिर वो काम करना कम कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आइडियल स्ट्रेटजी क्या है? लोग कम करेंगे, पैसा यहां डाइवर्ट करेंगे, लेकिन वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं होगी, दबे शब्दों में रह जाएगी। क्योंकि देखो, इसको भी पता है, इसको भी पता है, सीईओ को भी पता है। बातें कैसी होंगी? बेसिक बेसिक बातें होंगी। रैशनलाइजेशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो, बैलेंसिंग फोकस ऑन आवर मैनुअल एंड डिजिटल डिविजन्स। ऐसी ऐसी बातें रजिस्टर होंगी मिनट्स के अंदर, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स ही बाहर जाएंगी पब्लिक के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, जिनसे डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ेगी कि कहना ये चाह रहे हैं कि यहां से हटा के यहां पे फोकस करने वाले हैं। बैलेंसिंग, रैशनलाइजिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत डिप्लोमेटिक शब्द है, ये बहुत पॉलिटिकल शब्द है, इनका मतलब होता खराब ही है लेकिन लगते अच्छे हैं ये शब्द। ठीक है, हम लोग भी जब बना रहे थे तो हम लोग भी जब कंसल्टिंग में थे तो हम ये बोलते रैशनलाइजिंग द वर्कफोर्स। कभी थोड़ी बोला लोगों को निकालने का है, लेइंग ऑफ, कहीं नहीं, रैशनलाइजिंग द वर्कफोर्स, ये अच्छा लगता है। तो ये होते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस जो क्या करते हैं, ये एम्पायर प्रिजर्व करते हैं, इंटरनल राइवलरी भी कुछ होती है, नॉलेज रिटेंशन किसी के पास होती है, सिलेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉशन होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज आपको रोकते हैं क्या, ये चलने से। तो हर चीज ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों, क्योंकि देखो, अगर इस बंदे ने बोल दिया मीटिंग के अंदर कि सारा पैसा हमारी तरफ डाइवर्ट करो, हम फायदा कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं मान जाएगा मैनुअल वाला। आप उसके साथ में थोड़ी, इसका मैनेजर थोड़ी चाहेगा कि मैं इसका नुकसान, मैं उसके नजर में बुरा बनूं, नहीं चाहेगा ना, नहीं चाहेगा। तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा ऐसा कभी भी कि सर हमारी तरफ रिसोर्स डाइवर्ट कर दो, कभी नहीं बोलने वाला मीटिंग में, क्योंकि इसको भी इसकी ईगो प्यारी है, साथ में रिलेशन मेंटेन करके चलना है, दोनों को एक दूसरे रिलेशन में, तो डायरेक्टली कभी बात नहीं होगी। लेकिन अंदर अंदर सबको पता है कि होना क्या है, ठीक है, अंदर अंदर सबको पता है। बस बातें होंगी मीटिंग के अंदर कि यार डिजिटल में तो बहुत सही ग्रोथ आ रही है यार, वी शुड डबल डाउन ऑन इट, वी शुड डबल डाउन ऑन इट, यस सर, यस सर, वी शुड डबल डाउन ऑन इट। यार मैनुअल इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल, मैनुअल इज आल्सो गोइंग फाइन, ठीक है, मतलब कहीं पे नहीं बोला, मैनुअल की बुराई कहीं पे नहीं करी, लेकिन दबे दबे शब्दों में बता दिया कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, दिस इज गोइंग फाइन, जस्ट फाइन। ठीक है, तो ये तरीके हैं पॉलिटिकल फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है, जब भी दोनों फोर्सेस कंफ्लिक्ट करती हैं तो आपको क्या करना होता है, आपकी जो जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेटजी के, जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट्स हैं आपकी स्ट्रेटजी के, उनको आप एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजी बना देंगे, उनको आप पब्लिक को बता देंगे, एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट कर देंगे। एंड जो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं उनको आप अनस्पोकन ही रखेंगे, दबे दबे शब्दों में ही रखेंगे, बिना बोले रखेंगे। वो इम्प्लिसिट स्ट्रेटजी है कि जब निकालें लोगों को, उसके बाद मालूम पड़ना चाहिए, पहले डायरेक्टली नहीं बता देंगे कि छोड़ने वाले लोग छोड़ने वाले, वैसा चीज। समझा आपको? ये था इसका मतलब। ठीक है, यहां तक का अपना खत्म हो गया। अब अपन ने एंड के सारे टॉपिक्स अपन ने कर लिए, ठीक है, अपन ने जो नीचे के टॉपिक्स है वो सारे कर लिए, कुछ बचा नहीं ना बीच में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैप पे आते हैं अपन। अपन ने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। अब मजे की बात बताऊँ क्या है अब जो अपने टॉपिक्स बचे ना, ये वही हैं जहाँ से हम सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। मैंने जब आपको सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, और मैंने लास्ट में रखा ये सोचते हुए भी कि हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे अगर खत्म करेंगे तो क्या मज़ा आ जाएगा, लूप में एंड होगा पूरा, है ना, एकदम सिनेमैटिक एंड होगा ठीक है। तो हम कहाँ स्टार्ट किए थे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से स्टार्ट किए थे। मैं आपको हर चैप्टर के अंदर प्रोसेस बताता हुआ आ रहा था, है ना, कि क्या स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। इन्होंने चैप्टर 1 में बस 4 लाइनें लिख दी थी, इन्होंने चैप्टर 1 में सिर्फ 4 लाइनें लिख दी थी, ये 4 स्टेप्स होते हैं, है ना, बस ये 4 स्टेप्स होते हैं, कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया इनको। और ये सारे एक एक स्टेप एक एक चैप्टर में आता जा रहा था, मैं आपको बार बार पूरा प्रोसेस रिपीट करता जा रहा था। ये नालायकों को पता नहीं क्यों लगा इन्होंने सारे स्टेप्स पढ़ा दिए, एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं वो चैप्टर 5 में पढ़ा रहे नालायक, बताओ। ये बनाया इन लोगों ने कोर्स, ये एक दूसरे से स्टेप्स लिंक कैसे हो रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही पढ़ा दिया, सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा था, सारा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद एक एक चैप्टर बता रहा था कि ये इस पे कैसे लिंक हो रहा है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये लोगों ने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ाया पूरा प्रोसेस कैसे लिंक हो रहा है, ये सब पढ़ा दिए हैं, अब एंड में बता रहे हैं कि सब लिंक कैसे होता है। अरे नालायको, क्या क्या बनाओगे तुम क्या क्या बनाया तुम लोगों ने बुक के साथ में, क्या हरकत करी है तुमने। तो एंड में तुम यही पढ़ने वाले हो कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये है आपका चैप्टर का एंड, इसलिए लास्ट के लिए रखा था मैंने इसको। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर पहले आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बताएगा, ये देखो टॉपिक 1 स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये है आपका टॉपिक।
ठीक है, इसके अंदर आप यही स्टेजेस पढ़ने वाले हैं फिर से। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फिर एक-एक स्टेज के ऊपर एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा हुआ है। एक-एक स्टेज के ऊपर एक एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा हुआ है। ये स्टेज 1 के ऊपर लिख दिया लोगों ने, मिशन के ऊपर। मैंने तो फिर भी कम कर दिया है, इन्होंने तो वापस से समझाया है बुक के अंदर। विजन पूरा समझाया वापस से, मिशन पूरा समझाया वापस। अरे भाई अभी तो चैप्टर 1 में कवर करके वापस से क्यों लिख रहे हो तुम यहाँ पे? जरूरत नहीं है, पहले चैप्टर में हो गया, वापस से शॉर्ट में लिख के सब शॉर्ट में पढ़ के खत्म करो। इतना बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं जितना हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में क्या है? इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जो मैं आपको बताता रहा हूँ बस वही है। स्टेज 3 में है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्टेज 4 इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, देन स्टेज 5 के अंदर स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। वही चीज़ है, 5 स्टेजेस। ठीक है, इसके बाद एक-एक स्टेज के ऊपर एक्स्ट्रा ज्ञान है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर एक्स्ट्रा ज्ञान है। ठीक है, देन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक्स्ट्रा ज्ञान है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका क्या? चेंज मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 2 व्हिच इज़ चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पहले कर लेते हैं। देन जो अपन जहाँ से शुरू किए थे वहीं से अपन खत्म कर देंगे सब्जेक्ट को। पहले अपन ये कर लेते, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं क्योंकि ये नया है। ठीक है, वो टॉपिक 1 जो था वो पूरा वही है जो अपन पढ़ के आए हैं, उसी के ऊपर ज्ञानबाजी हो रही है बस। वो सब आपको एक्सप्लेन करा जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको वही एक्सप्लेन करता था, वो उन्होंने वापस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला, अब ये भी बहुत पुअरली टॉपिक, बहुत ही पुअरली मेड टॉपिक है। क्या है? सबसे पहली बात हो रही है कि देखो, अगर स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ चेंज होगा, स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो उसको कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे अपन हैंडल करेंगे, उस सब की बात हो रही है। तो इसके अंदर पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रैटेजिक चेंज। ठीक है, स्ट्रैटेजिक चेंज क्या होता है उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, अगर आपके इन्वायरमेंटल फोर्सेस के अंदर कोई चेंज हुआ तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको पहले पढ़ा के आ गया मैं कि चेंज कब कब करना पड़ेगा, है ना, अपन वो पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि चेंज होगा तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, विच मेक्स मोर सेंस ना। ठीक है, तो अपन वो पूरा पढ़ के आए कंट्रोल वगैरह के अंदर कि अच्छा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। अब अपन पढ़ेंगे अच्छा चेंज करना किस तरीके से है। ठीक है, वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे लिखा हुआ है कि स्टेप्स क्या हैं इनिशिएट करने के स्ट्रेटजिक चेंज, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जितने भी स्टेप्स पढ़ने वाले हो, 4 टाइप के स्टेप्स पढ़ोगे, चारों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चारों आपको याद करने। ठीक है, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटजिक चेंज, कैसे करोगे स्ट्रेटजिक चेंज? सबसे पहले भाई ज्ञान बाजी, सबसे पहले क्या करोगे? पहले आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ स्ट्रेटजिक चेंज करना भी है, पर उसकी जरूरत महसूस होनी चाहिए आपको, है ना। सबसे पहला स्टेप ही वही है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। जरूरत है, वो कहां से थी? वहां से, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल्स पे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से तो मालूम पड़ेगा आपको कि हाँ चेंज करने की जरूरत है। कहे थे ना वहां पे इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल 4 टाइप की, उसमें ही तो मालूम पड़ता है कि स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। तो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, यानी कंट्रोल्स एग्जीक्यूट करो। ठीक है, वही लिखा हुआ डायग्नोज विच एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। कौन सी चीजें हैं आपकी स्ट्रेटजी में जो स्ट्रेटजी सपोर्टिव है आपके कल्चर के अंदर, एंड कौन सी नहीं है। आइडेंटिफाई करो लक्यूना क्या है, यानी गैप्स कहां कहां पे है, एंड स्कोप फॉर चेंज कितना है। ठीक है, देन उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा यहां पे कल्चर, सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज की बात नहीं हो रही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वगैरह भी चेंज करना है अपने को, ठीक है, वो भी यहीं पे कवर होगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वगैरह भी चेंज करना है, वो भी यहीं पे कवर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक शेयर्ड विजन बनाना है चेंज को मैनेज करने के लिए। आपको समझ में आ गया चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो सब बात कर ली। देन एक शेयर्ड विजन बनाना है, पूरी कंपनी को एकत्रित कर लेना है, सबको समझा देना है कि भाई देखो हम एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक शेयर्ड विजन। इसके बाद हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, सबको फायदा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा बताना है आपको। ठीक है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड अलाइंड, सबको फील होना चाहिए, कंपनी को भी और इंडिविजुअल्स को भी, कि भाई हाँ करना पड़ेगा, दोनों को लगना चाहिए कि हाँ भाई इसका फायदा है। ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि विजन क्या है, विजन किसका? विजन फॉर चेंज, हम क्यों कर रहे हैं, है ना। कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई देखो ये चेंज जो सुपरफिशियल नहीं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, एंश्योर कि जो आपके एक्शन हैं वो क्रेडिबल हैं, विजिबल हैं, मतलब दिखना चाहिए लोगों को कि आप जो चेंज कर रहे हो, दिन रात आप लगे हुए हो चेंजेस करने के पीछे, ये चीज को इंप्लीमेंट करने के पीछे, उनको भी लगना चाहिए कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो इसके लिए। तो दे शुड फील दीस आर क्रेडिबल एंड विजिबल चेंजेस, एंड दिखना चाहिए कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट है इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ये आपका तरीका है शेयर विजन बनाने का, कि सब लोग को साथ में कैसे लेके, जब उनको देखेंगे भाई ऊपर वाले लोग इतने कमिटेड हैं, तो वो भी थोड़े बहुत हो जाएंगे कमिटेड। ठीक है, ये बात होगी दूसरी कि शेयर विजन कैसे बनाना है। अब बोल रहा है इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब लेके आ जाओ चेंज, अब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। इंप्लीमेंट द चेंज स्ट्रेटजी एंड क्रिएट अ सस्टेन्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट स्लिप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग और वर्किंग। जो भी चेंज किया उसको सस्टेन करो भैया।
ठीक है। सबसे पहला क्या है, इसमें 3 पॉइंट आपको और लिखना है। डेवलप कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल, यानी आगे जाके फिर से चेंज करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी रेडी रखो अपने पास। कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहो, रिव्यू करते रहो चेंज को। ठीक है। डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दीस दोस कंसर्न्स सो दे आर करेक्टेड। कहीं पे भी डेविएशन आ रहा है कि लग रहा है कि जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा चेंज नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो नोट रिपोर्ट करो लोगों को, जिन लोगों को आपने अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो चेंज कल्चर है दैट टेक्स टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश। कल्चर का मतलब यहाँ पे सिर्फ कल्चर नहीं, चेंज स्ट्रेटजी भी हो सकता है, चेंज स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एवरीथिंग कल्चर के अंदर सब आ जाएगा वो। ठीक है। इसको टाइम लगेगा थोड़ा एस्टेब्लिश होने में, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा एकदम से चेंज। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे 3 पॉइंट को? देखो, अपने जिनको अपन जानते हैं उनमें सबसे ज्यादा चेंज होने की जरूरत किसको है? आईसीआई को, है ना। तो देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन इंस्टीट्यूट, है ना। तो बस यही आपका पॉइंट, नीड फॉर विजन इन इंस्टीट्यूट, नीड फॉर विजन इन इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो सबसे पहला है नीड, देन था विजन, देन था इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनाइजेशन। ठीक है। तो वही नीड फॉर विजन इन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में एक विजन नहीं है यार, विजन की कमी है यार। कहाँ ले जा रहे हैं, रटा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बना। अब बच्चे को स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स बनाओ ना, कंसल्टेंट्स बनाओ ना, अच्छी स्ट्रेटजी पढ़ाओ ना, ये क्या याद करा रहे हो उनको? विजन की कमी है, ऊपर जो बैठा है उसमें विजन की कमी है। नीड फॉर विजन इन इंस्टीट्यूट, वो बात है बस। देखो मुझे बुराई नहीं करनी थी ऐसे की, मैं तो आपको याद करा रहा था, क्या यार। ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए, ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है। अब इन्हीं 3 चीजों के ऊपर एक बंदे ने, कर्ट ल्यूविन नाम है उसका, कर्ट ल्यूविन नाम है, वो भी बता के चला गया कि चेंज कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। वो 3 आएंगे तो आपको लिखेगा हाउ टू स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज। कर्ट ल्यूविन नाम रखेगा तो आपको फिर ये बताने पड़ेंगे, ये 3 स्टेप्स बताने पड़ेंगे। ये 3 स्टेप्स कुछ भी नहीं है। इसने बोला क्या मॉडल ऑफ चेंज होना चाहिए, चेंज कैसे लेके आए। इसने क्या बोला, चेंज लास्टिंग हो यानी लंबे समय तक टिका रहे, उसमें वापस से गड़बड़ी आने लग जाए। तो उसने उसने 3 स्टेप प्रपोज करे, 3 फेजेस प्रपोज करे। मतलब सिंपल, इसको याद कैसे रखने का है। फ्रिज होती है ना, फ्रिज के अंदर आइस ट्रे के अंदर बर्फ की क्यूब्स पड़ी होती है। ठीक है। सपोज करो अभी जो आपकी जो बर्फ आइस की जो ट्रे है वो ऐसे स्फेरिकल है, हाफ स्फेरिकल है। ठीक है। तो उसके अंदर जो बर्फ होती है हाफ स्फेरिकल बनती है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो आपकी जो आइस आइस क्यूब्स हैं वो हार्ट शेप में बने, हार्ट शेप में आपके आइस क्यूब्स हो, क्योंकि आपके यहाँ कोई तो आ रहा है जिसके चाहते हो कि उसकी ड्रिंक के अंदर, उसकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर से हार्ट दिखे, चाहते हो बस आप। ठीक है। तो आप चाहते हो कि हार्ट शेप में आ जाए। कैसे करोगे आप ये, यहाँ से जो स्पेरिकल से लेके हार्ट शेप तक कैसे पहुंचोगे आप, बताओ कैसे अचीव करोगे? सेम आइस वही है, उसी के अंदर बर्फ है, आप चाहते हो वही आइस इसी के अंदर आ जाए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये बर्फ जम गई है, तो पहले उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा ना, कि बाहर निकालो पानी ताकि वो बर्फ पिघल जाए। अनफ्रीज करना पड़ेगा ताकि वो बर्फ पिघल जाए। फिर उसी पानी को उठा के आप क्या करोगे, नई ट्रे में डाल दोगे, नई आइस ट्रे लेके आओगे हार्ट शेप वाली। ठीक है। फिर उसको रिफ्रीज कर दोगे, है ना, ताकि वो हार्ट शेप में आ जाएगी। सर दूसरा पानी भी तो लेके आ सकते हैं, नहीं वो ऑप्शन नहीं है। यही 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 बर्फ उसमें जानी चाहिए। ठीक है। वो ऑप्शन नहीं है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। सबसे पहले आपने क्या किया, अनफ्रीज किया। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, अनफ्रीज किया, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। देन आपने क्या किया, चेंजिंग टू द न्यू आइस ट्रे, तो चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। देन आपने क्या किया, उसको रिफ्रीज कर दिया, रिफ्रीजिंग हो गया, सिंपल। ठीक है। क्या था इसकी, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। सर ये वैसे समझ जाते हैं, आप आइस ट्रे का एग्जांपल क्यों देते? अरे दिमाग में छपता नहीं है ना यार, दिमाग में छपता तभी जब आइस ट्रे विजुअलाइज करते हैं, वो बात है। ठीक है। अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, अनफ्रीजिंग का मतलब क्या है कि भाई पहले लोगों को रेडी करो, रेडी करो कि भाई चेंज होने वाला है, रेडी करो चेंज होने वाला है। ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस फॉर द नीड फॉर चेंज एंड प्रिपेयर मेंबर्स टू एक्सेप्ट द सेम। ठीक है। पहले उनको रेडी करो, उनको पिघला दो, करंट करंट मतलब उनको समझाने लग जाओ कि भाई जो ये जो अभी आप करंट कल्चर में हो उससे आपको बाहर निकलना है, ऐसा समझा दो। ठीक है। क्योंकि इट शुड नॉट कम एज एन अनअनाउंस सरप्राइज। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम सरप्राइज है, कल से आप दूसरे डिवीजन का हिस्सा बनने वाले हो। अरे नहीं नहीं भाई क्या कर रहे हो, पहले से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है। एज इट बिकम सोशली डिस्ट्रक्टिव एंड मोरल लोअरिंग। ठीक है। अनफ्रीजिंग क्या होता है, अनफ्रीजिंग में क्या करना पड़ता है, आपको ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे ओल्ड एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सो दैट मेंबर्स कैन स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। पुराने सब चीजें नकार दो, नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। पुरानी वाली की सारी यादें मिटा दो, ब्लॉक कर दो हर जगह से, नई कल्चर नहीं, मतलब नहीं 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 नहीं, मतलब कल्चर की बात करें, कल्चर की बात करें। ठीक है। कल से एकदम नई स्लेट से स्टार्ट होगी। ठीक है। दिस में भी अचीव थ्रू, अब ये कैसे करोगे आप, अनाउंसमेंट करते रहो बार बार, मीटिंग करते रहो एम्प्लॉयज के साथ में, एंड बार बार प्रमोट करते रहो कि भाई देखो नए आइडियाज कितने अच्छे हैं, नए लोग कितने अच्छे हैं, नया कल्चर कितना अच्छा है, नया डिवीजन कितना प्यारा है, कल से आप नए डिवीजन में जाने वाले हो। ठीक है। ऐसे करते रहो, ये अनफ्रीजिंग है। अब देन आपको चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, अब चेंज को एग्जीक्यूट करो।
चेंज को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। देयर बिहेवियर पैटर्न्स नीड टू बी रीडिफाइंड। सपोज करो पहले कल्चर क्या था कि धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे काम करो, अभी आराम से चलो, आराम से करो, परफेक्शन होना चाहिए काम के अंदर। अभी अपन क्या चाहते हैं कि अब जल्दी काम होना जरूरी है, परफेक्शन कम हो चलेगा। ये नया कल्चर क्या होना चाहिए अपना कि काम होना जरूरी है, स्पीड होना जरूरी है। लोगों को आदत ही नहीं है काम करने की। पीएसयू था वो, तो गवर्नमेंट की तरह वर्क करते थे, पीएसयू वगैरह। तो धीरे धीरे काम करते हैं, पड़ी हुई हैं फाइलें, पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे होता रहेगा यार, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सुबह हुई है, पहले चाय पी लेते हैं, 2 घंटे बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो आपको कल्चर चेंज करना है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप चाहते हो कि भाई अभी स्पीड, जल्दी काम होना चाहिए, अभी अपने को एफिशिएंसी चाहिए काम के अंदर। ये कैसे करोगे आप? इसमें नया बंदा आ गया बीच में, एच सी कैलमन, एच सी कैलमन, ठीक है, ये आ गया। इसने बताया कि भाई उनके बिहेवियर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड, सबसे पहला क्या है? कंप्लायंस। कंप्लायंस कि भाई उनको डराओ, ये नहीं किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंप्लायंस कैसे, मतलब डराना, मतलब इन द सेंस कि पनिशमेंट है, अगर आप नहीं करोगे तो, अगर करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा आपको, उस तरीके से वो लोग खुद ही करने लग जाएंगे, तो उसे कंप्लायंस बोलेंगे, ठीक है। उनको रिवॉर्ड दो एंड पनिशमेंट दो फॉर गुड और बैड बिहेवियर, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल वाला, ठीक है। पहला वाला ट्रांजेक्शनल वाला लीडरशिप जैसा है, दूसरा वाला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वाला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्या करता है? मोटिवेट कर देता है बिल्कुल एकदम, एकदम इंटरनल कॉलिंग आ जाती है, हायर कॉलिंग आ जाती है, डोंट बी मिनिमम गाय, वैसा। तो आपको क्या करना है? आपको कन्विंस करना है कि हर आदमी एक साइकोलॉजिकली इंप्रेस हो जाए किसी एक अपने आइडल से, जिसका बिहेवियर अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहे। तो आपको ऐसे आइडल बनाने पड़ेंगे, रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे कि देखो ये बंदा ऐसा, क्या क्या बंदा है, वो अलग ही लेवल का बंदा है, वो अलग ही लेवल का बंदा है, उसकी तारीफ करो, ताकि लोगों के दिमाग में चढ़ जाए कि भाई हमें भी वैसा बनना है। अच्छा, सिर्फ करने में तारीफ मिलती है, अच्छा हम भी करेंगे। तो आपको उनको साइकोलॉजिकली इंप्रेस करना है कि वो एक रोल मॉडल चूज करें जिसका बिहेवियर वो लोग अडॉप्ट करना चाहें, ठीक है। देन तीसरा है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है कि उनके इंटरनल चेंज होने लग जाए उनके थॉट प्रोसेस के अंदर। इसमें आप उनको फ्रीडम दे रहे हो कि आप इंटरनली उनके थॉट प्रोसेस में अपने आप चेंज आ जाए, ठीक है, जिससे उनके पास फ्रीडम मिले कि वो एडजस्ट कर सके नए बिहेवियर की तरफ, ठीक है। इसमें आप कुछ भी कर नहीं रहे हो, उनको इंटरनलाइजेशन करने का मौका दे रहे हो कि भाई तुम अडॉप्ट कर लो इसको। ये 2 तरीके आपने खुद से करे, बाकी तीसरा वो खुद से करेगा, ठीक है। कि चेंजिंग हो गया, देन अभी रीफ्रीज करना है। अब रीफ्रीज करने में क्या है? उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहो, उसी कल्चर को कल्चर से रीइंफोर्स करते रहो। कभी कभी तकलीफ आएगी, कभी कभी लोग बोलेंगे यार पहले वाला कल्चर बेटर था यार, पहले वाला बेटर। तो उनको बताओ, बार बार उनके बेनिफिट बताते रहो नए कल्चर के, उनको रूबरू कराते रहो, उनको दिखाओ कि देखो कितने फायदे हैं इसके। बस वही चीज़ है, ठीक है। वही बोला हुआ है कि फॉर द परमानेंट एंड सक्सेसफुल चेंज टू टेक प्लेस द न्यू बिहेवियर मस्ट बिकम द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। उस नए बिहेवियर को नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बनना पड़ेगा, ठीक है। पुराने वाले को पूरी तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी यादें दिमाग से मिट जानी चाहिए डीप, ठीक है। नए वाले की जगह एकदम आ जानी चाहिए उसकी जगह पे, ठीक है, कुछ भी यादें रहनी नहीं चाहिए, वो बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा आपको, नए बिहेवियर को बताते रहो बार बार कि ये रीइंफोर्समेंट करते रहो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो चेंज प्रोसेस है कोई वन टाइम एप्लीकेशन नहीं है, बट कंटिन्यूस है और साइक्लिकल है, डायनामिक है, बार बार करते रहना पड़ेगा, बार बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये बार बार करते रहना पड़ेगा, एक टाइम, एक बार ऐसा नहीं कि एक बार कर खत्म हो गया, ठीक है। इसका मेमोरी वही था, आइस शेप्स, आइस क्यूब्स की बात करनी थी अपने को, ठीक है। अब इसके बाद एक और है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ टेक्नोलॉजी वाइज आप चेंज कर रहे हो, कि पहले कोई काम मैनुअल होता था, अभी वो टेक्नोलॉजी वाइज होगा, ठीक है। जैसे उससे क्या होगा? आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करोगे, किस लिए? ठीक है, कोई नए बिजनेस प्रोसेस को बनाओगे, नए प्रोडक्ट्स निकालोगे या सर्विसेज निकालोगे, जिससे क्या होगा? नई वैल्यू मिलेगी कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज को एंड अदर स्टेक होल्डर्स को। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, बैंकिंग। बैंक्स जो हैं कई समय पहले तक मैनुअल वर्क करते थे, है ना, सारी ट्रांजेक्शन्स मैनुअल होती थी, चेक जमा कराने जाना पड़ता था। अब मैं उतना भी नहीं, उससे भी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। हर एक काम एक इंसान को ही करना पड़ता था, हर एक काम, पैसा ट्रांसफर करना है वो भी इंसान ही करेगा। इट यूज्ड टू बी लॉट मैनुअल। अब क्या होता है? ऐप वगैरह एग्जिस्ट करते नहीं थे कि घर से ही बैठ के ट्रांजेक्शन कर ली, यहाँ से पैसा भेजा वहाँ पहुँच गया। बैंक में जाना पड़ेगा, जमा करा के डिपॉजिट करा के कराना पड़ेगा, बहुत बहुत एफर्ट लगता था। अभी क्या है? कोर बैंकिंग सोल्यूशंस हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। है ना, ऐप में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ऐप में दिख जाता है, सब कुछ जाने, ऑलमोस्ट ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अभी तो। इसलिए बैंक्स भी अभी लोग क्या कर रहे हैं? ब्रांच कम कर रहे हैं अपनी, फिजिकल ब्रांचेस कम कर रहे हैं, एटीएम की ब्रांचेस, एटीएम की नीड भी कम हो गई क्योंकि यूपीआई आ गया है।
तो धीरे-धीरे एटीएम भी कम कर रहे हैं, एटीएम भी कम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका बहुत कॉस्ट बच जाता है ना। ब्रांच का कॉस्ट है, वहाँ पे स्टाफ रखना पड़ता है, एटीएम रखना पड़ता है, बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो सोचो जब ये पहली बार हुआ था कि मैनुअल से कोर बैंकिंग सिस्टम की तरफ जब वो जा रहे थे, सब कुछ अभी तक मैनुअल होता था, सारे एंटर रिकॉर्ड्स वगैरह मैनुअल मेंटेन होते थे, सारी एंट्री मैनुअल होती थी, अब एकदम सिस्टम के अंदर होगा, कंप्यूटर पे होगा। जब ये हुआ होगा, सोचो कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा, जो लोग काम करते थे एम्प्लॉइज, है ना? उसको मैनेज कैसे करना है उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो ये जो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, इससे क्या हुआ? नई वैल्यू हुई कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के लिए बहुत सिंपल हो गया। अभी अपन ऐप पे कर लेते सब कुछ, है ना? एम्प्लॉइज के लिए नई वैल्यू मिली कि उनको एक-एक चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ रही। हाँ, कुछ एम्प्लॉइज तो निकाल भी दिए गए होंगे इसकी वजह से, वो अलग बात है। लेकिन बोलने में तो आएगा ना कि एम्प्लॉइज के लिए नई वैल्यू हुई और ईज़ी हो गया काम। अदर स्टेक होल्डर्स के लिए फायदा हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगी, कोने-कोने तक पहुँच पाओगे आप, शहर मतलब गाँव-गाँव तक पहुँच पाओगे, बैंकिंग सर्विसेज दे पाओगे आप, वैसा। ठीक है? अब देखो वही बोल रहे हैं कि अगर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो आपके पास एक चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी रेडी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा चेंज है। इसके बिना एंड इसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं लोग प्रॉपर। बीसीजी वगैरह कंसल्टेंट हायर करते हैं, हम लोगों ने काम किया उसके ऊपर कि भाई ये सब चीज़ें करने पे बहुत चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है कंपनी के अंदर। लोग छोड़ जाएँगे अगर इसको ढंग से नहीं किया तो फेल हो जाएगा चेंज। ठीक है? और चेंज मैनेजमेंट क्या होती है वो अपना अगला पॉइंट है। चेंज मैनेजमेंट क्या है? ये प्रोसेसेस हैं, सेट ऑफ टूल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको यूज़ करते हैं अपन किस लिए? चेंजेस को कंट्रोल्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए। कंट्रोल्ड मैनर में धीरे-धीरे सब कुछ एक साथ नहीं, धीरे-धीरे करके इंप्लीमेंट करने के लिए एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिस्रप्शंस, कि जब तक चेंज हो रहा है तब तक बिज़नेस बंद नहीं हो जाना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं कि जब इससे उस पीरियड पे उससे इस जहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, तो बीच में डिस्रप्शन कम होना चाहिए। अब सोचो ना अगर ये सब करने के चक्कर में 1 महीना, 2 महीना अगर बैंक ही बंद पड़ा रहे, तो क्या सेंस करने का? सारे कस्टमर आपके दूसरे बैंक के पास, है ना? तो डिस्रप्शन फ्री होना चाहिए। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। चेंज करना इज़ नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्रप्शन फ्री होना चाहिए। एम्प्लॉइज़ के लिए, कस्टमर्स के लिए, दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है? अब ये बोल रहा है कि चेंज मैनेजमेंट कैसा दिखता है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? ये 4 फालतू हैं, इसके मेन पॉइंट्स आगे आएँगे, लेकिन पढ़ लो, ठीक है? सबसे पहले आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। वो तो हर जगह ही है, हर चीज़ के गोल एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है? असेसिंग द करंट स्टेट एंड आइडेंटिफाइंग गैप्स, अभी क्या स्टेट है एंड गैप क्या है अपने। देन आप एक रोड मैप फॉर चेंज बनाओगे कि चेंज कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इस डेट तक क्यों जाएगा, इस डेट तक क्यों जाएगा, इस डेट तक क्यों जाएगा, ठीक है? देन इंप्लीमेंट करोगे, मैनेज करोगे चेंज को एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? कुछ नया नहीं बताना, ज्ञान नहीं दिया, तो हाँ ज्ञान ही है ये पॉइंट, ठीक है? आगे आएगा, आपको अच्छे प्रोसेस आपको मालूम पड़ेंगे। ये पूरा टॉपिक ज्ञान ही है, आपको समझ में आ गया जो होना था, आगे पूरा ज्ञान ही है, ठीक है? बट एग्जाम में आ सकता है ये ज्ञान। रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग लिखेंगे जो अपन यहाँ पढ़ा, चेंज मैनेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट में आप वो लिखेंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे हेल्प करता है, ये आपको लिखने हैं 5 पॉइंट्स। कैसे याद रखोगे? भाई देखो, गोल सेट करो, टूल्स फिक्स करो, प्लान बनाओ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, लोग लेके आओ, इन प्रोग्रेस करो, ठीक है? गोल फिक्स करो, टूल्स लेके आओ, गोल सेट करो, टूल्स फिक्स करो, प्लान बनाओ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, लोग लेके आओ, इन प्रोग्रेस करो, ठीक है? तो ये एक-एक वर्ड जो है गोल्स, पहला क्या है? स्पेसिफाई द गोल्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो गोल स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है कि गोल क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। देन फिक्स टूल्स है, उसमें क्या है कि आपको कौन से प्रोसीजर एंड टूल्स चाहिए ये चेंज करने के लिए, वो डिटरमाइन करने में आपको चेंज मैनेजमेंट हेल्प करता है। ये स्टेप्स हैं वैसे तो, चेंज मैनेजमेंट उसमें हेल्प नहीं कर रहा है, ये स्टेप्स हैं चेंज मैनेजमेंट के अंदर ही, बट ठीक है, समझ लो चेंज मैनेजमेंट एक आदमी है, तो वो क्या-क्या काम करने में हेल्प कर रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है? बेसिकली उसके अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वही आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसी को अपने को हेल्प की तरह बताना है कि जैसे काम करता है बहुत उसमें, ठीक है? मेक प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? वही है, मेक अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट। सो अपने को चेंज मैनेजमेंट के अंदर ही अपन प्लान बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वही है, ठीक है? देन ब्रिंग मेंबर्स, चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है स्टाफ मेंबर्स को एंड अदर की पार्टीज को ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है? देन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है, अगर कोर्स करेक्शन करना पड़ा उस करने में भी हेल्प करता है। सिंपल, ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? ये खत्म टॉपिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अभी आगे सेम टॉपिक फिर से कंटिन्यू कर दिया एंड यहाँ पे अलग 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है? यही इनके साथ में प्रॉब्लम है। सेम टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका क्वेश्चन कैसे, अगर ये टॉपिक, ये 5 पॉइंट कब आपको लिखने हैं? जब आपको क्वेश्चन में पूछे कि चेंज मैनेजमेंट करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ पूछे फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये लिखेंगे।
वो क्या था? रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रोल था। ये स्ट्रेटजीज पूछेगा तो आप ये 5 लिखेंगे। ये सभी पूछ सकता है कि 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ चेंज मैनेजमेंट करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, तो आपको ये 5 लिखना है। ये भी बहुत सिंपल से हैं, ज्यादा कुछ इसके अंदर तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो शॉर्ट में बताता हूं। ऊपर से शुरुआत करो, ठीक है, जितना जरूरी हो उतना ही करो। ठीक है, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बातचीत जारी रखना, एंड कुछ एकदम उल्टा सीधा मत कर देना। ठीक है, सिंपल यही है। ठीक है, मतलब आई, ठीक है, इसका कुछ मतलब उल्टा सीधा मत निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, मैं ये पॉइंट्स ही बता रहा था। ये 5 पॉइंट्स का यही है, सही में यही है 5 पॉइंट्स। ये कुछ उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना, और मेरे को मालूम है तुम लोग निकालोगे, इसलिए मैंने वो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक अपनी लिखी नहीं है, तुम खुद ही फिल कर लेना। ठीक है, ठीक है। बाद में कोई बोले सर क्या क्या लिख रखा है टीचर ने अपनी बुक के अंदर मेमोरी टेक्निक के अंदर, भाई तो प्लीज तुम लोग खुद ही लिख देना यहाँ पे, फिल योरसेल्फ। हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तुम यहाँ वहाँ ले जाओगे, बस मुझे पता है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली यही है जो मैंने बोला। सबसे पहले ऊपर ऊपर से शुरुआत करो, बिगिन एट द टॉप। ठीक है, यानी ऊपर के जो लोग हैं वो फोकस दिखने चाहिए चेंज करने के लिए, यानी टॉप मैनेजमेंट। देन क्या था, क्या बोला? ऊपर से शुरुआत करो, जितना जरूरी हो उतना ही करो। ठीक है, यानी इंश्योर करो कि चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड, जितना जरूरी है उतना ही करना है। ठीक है, देन ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस डिसरप्शन। ठीक है, देन बातचीत चालू रखो, एनकरेज कम्युनिकेशन। देन एकदम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। तो रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म, नॉट द एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन नहीं कर देने का अपने को। ठीक है, वैसा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। चलो, सबसे पहला अपना बिगिन एट द टॉप के अंदर क्या लिखेंगे अपन? चेंज रिक्वायर्स फोकस्ड एंड यूनाइटेड लीडरशिप। ठीक है, चेंज के लिए आपको यूनाइटेड एंड फोकस लीडरशिप दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि ऊपर वाले लोग मोटिवेटेड है, कमिटेड, लगना चाहिए कि ऊपर वाले लोग जो है कमिटेड है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कमिटेड होंगे तभी जाके नीचे कल्चर बनेगा, मोटिवेटेड कल्चर बनेगा कि हाँ चेंज करना है अपने को, जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बिगिन एट द टॉप, देन जरूरी है। ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही करना। एंश्योर दैट द चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। नेसेसरी है, डिजायर्ड है। ठीक है, पहले समझो क्या जरूरी है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए। अगर बहुत कुछ एकदम, अगर बहुत सारे एक साथ जल्दी जल्दी कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉपिक ही शायद गलत जा रहा है। चलो, तो यहाँ पे आप एकदम बहुत सारे चेंजेस एक साथ मत कर देना, धीरे धीरे जितना जरूरी हो उतना ही करना। ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब उसको डिस्ट्रप्शन को कम करने के लिए 5 तरीके बताए गए हैं। इस पर लेजेंड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 5 स्टेप्स कौन कौन से बताए गए? सपोज करो आईसीआई ने तुम्हारा कोई सिलेबस चेंज कर दिया। सपोज करो, अंदाजा बोल रहा हूँ, कि कुछ न्यू स्कीम आ गई, एंड उसके लिए ऐसे ही चाहता है कि तुम लोग न्यू सिलेबस में रजिस्टर करो। ठीक है, पुराने वाले को छोड़ के नए वाले में रजिस्टर करो, जो जो न्यू वाले में मूव करना चाहते हैं वो न्यू के लिए रजिस्टर करो, वरना सबको हम पुराने वाले में फिक्स, वरना जो नहीं करेगा उसको हम पुराने वाले में फिक्स कर देंगे। सपोज करो ऐसा कुछ हो जाए, तो अगर ऐसे ऐसा चेंज लेके आएगा तो आप क्या क्या चीजें चाहोगे ऐसे से? क्या क्या चीजें चाहोगे ऐसे से, बताओ। जो चीजें चाहोगे वही सब स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप चाहोगे कि भाई एडवांस में बताने का ना यार, ये क्या, ये 2 महीने पहले क्या बता रहे हो तुम लोग यार, एडवांस में बताने का। ठीक है, कम्युनिकेटिंग चेंजेस अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिस्ट्रप्शन। पहले ही बता दो, डिस्ट्रप्शन कुछ होगा उसके लिए प्रिपेयर कर दो हमको। 1 साल पहले ही बता दिया कि सीए फाइनल का वो अटेम्प्ट हटा दिया था ना एक बीच में, सितंबर वाला। 2 महीने पहले जग रहे हैं कि सितंबर वाला अटेम्प्ट हटाएंगे हम लोग, तो कितना प्रॉब्लम हो गया था बच्चों को। ठीक है, देन उसके बाद में प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद द, वो चाहोगे ना कि भाई सारे नॉलेज दे, एंड सारे वेबसाइट बता कहाँ कहाँ पे चेंज करने का है, कहाँ से रजिस्टर करना है, पूरी नॉलेज दो पहले हमको, एफएक्यूज रिलीज करो, इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद द नॉलेज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट टू चेंज। ठीक है, देन दूसरा आप चाहोगे कि भाई ऐसा एक इन्वायरमेंट तो बना दो एटलीस्ट कि हम चेंज करने का, चेंज में जाने का मन करे, एटलीस्ट हमें फायदे तो बताओ कि क्यों जाऊं मैं न्यू स्कीम के अंदर, मैं क्यों जाऊंगा न्यू स्कीम के अंदर, तो मुझे फायदे बताओ, क्या फायदे मिलेंगे मुझे उसके अंदर, मुझे क्यों जाना चाहिए, एनकरेज करो चेंज को। ठीक है, देन आप चाहोगे कि यार जो भी टीचर्स वगैरह हैं, है ना, जो भी लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो भी लोग आपको डायरेक्शन देते हैं, आप चाहोगे कि वो भी इसके बारे में बात करें, न्यू स्कीम के बारे में बात करें कि क्या क्या चेंज आने वाला सिलेबस के अंदर, ताकि आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिले, क्योंकि सारी क्लैरिटी ऐसे थोड़ी ले सकता है आपको। तो आप चाहोगे कि टीचर्स बात करें, आपको क्लैरिटी दें कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आएगा, आपके सिलेबस में क्या चेंज आएगा, आपके करियर में क्या इंपैक्ट आएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स होते हैं ना, जो एक्चुअल में एम्प्लॉय साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनको अपन बोलेंगे चेंज एजेंट्स। ये लीडर्स हैं, लीडर्स आर चेंज एजेंट, अपन ने कहा था ना, लीडर्स आर चेंज एजेंट्स। तो ये लोग चेंज एजेंट्स हैं, इनको आप एम्पावर करो कि ये लोग क्लैरिटी दे सकें एम्प्लॉइज को कि देखो भाई ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो। वो चीज़ है। ठीक है, देन आप चाहोगे कि भाई हमको रजिस्टर करना है
न्यू स्कीम के अंदर तुम्हारी वेबसाइट डाउन हो रखी है, वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं हो ही, ना रजिस्टर्ड नहीं हो रहा नई वेबसाइट के ऊपर, है ना, जा रहे हैं, बंद हो जा रही है, बंद हो जा रही है, आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करे, कोई उठा ही नहीं रहा है ही नहीं, तुम्हारा फोन वेबसाइट पे कोई बंदा ही नहीं है, कोई हेल्प करने को ही नहीं, तो तुम चाहोगे कि एटलीस्ट द आईटी डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उनका जो आईटी डिपार्टमेंट उसको बता दिया जाए कि भाई चेंज हो रहा है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड, वो लोग प्रिपेयर्ड हैं सपोर्ट करने के लिए आपको, कि कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो एटलीस्ट फोन उठा के बताएं, भाई सब्र रखो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बस वो चीजें हैं, डिसरप्शन कम करने के लिए 5 तरीके हैं, ठीक है। तो अभी तक कहा जाता है ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऊपर से शुरू करो, जितना जरूरी उतना करो, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देन चौथा क्या है, ठीक है, बातचीत चालू रखनी चाहिए, ठीक है, एनकरेज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चालू रखो, टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लो एम्प्लॉयज के साथ में, कि वो भी बात करो, तुम भी बात करो, दोनों एक दूसरे से बात करें चेंज के बारे में, कि कुछ भी क्वेरीज हो, कंप्लेंट्स हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन को प्रमोट करो आप, ये सब सब ज्ञानबाजी ना, ठीक है, ताकि सब लोग इन्वॉल्व फील हो इसके अंदर, उनके एड्रेस, उनके कंसर्न जो है वो टाइमली एड्रेस हो रहे हैं, वैसा वैसा टू वे कम्युनिकेशन चैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस, ठीक है। लास्ट में क्या है, एकदम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करना है कि चेंज जो है एक नॉर्म है, चेंज एक नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्म मतलब ये तो होता रहेगा यार, चलता रहेगा, लोगों को समझाना है आपको कि भाई चलता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हिस्सा है, तो ऐसा थोड़ी कि पहली बार एक्सेप्शन है कि हाँ बस हो गया, होता रहेगा, यही जीवन है, ठीक है। चेंज रेडी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज रेडीनेस लेके आनी पड़ेगी। चेंज रेडीनेस मतलब कभी भी आगे कोई चेंज करना पड़ा, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रेडी है, ठीक है। इज द एबिलिटी, चेंज रेडीनेस इज द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली इनिशिएट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन वेज दैट कैन क्रिएट एडवांटेज, मिनिमाइज रिस्क एंड सस्टेन परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही एंटिसिपेट करना है एंड प्रिपेयर करना है चेंजेस के लिए इन एडवांस, क्योंकि होता रहेगा, लेट्स एंटिसिपेट करो कि चेंज करना पड़ सकता है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रख लो इन एडवांस, बिकॉज चेंज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम प्रोजेक्ट। सिंपल। अब देखो इसके बाद जो टॉपिक है वो भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्यों डाले इन्होंने अलग अलग स्टेप्स, क्या बोल सकता हूं मैं, जो बोले कम है इनके लिए। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज था, यहाँ पे था, ठीक है, रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी था, ठीक है। अब उसके बाद लेके आ गया हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पूछे तो आपको ये पांच पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और अगर बोले सम एक्सप्लेन सम पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग चेंज ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे, तो अगेन ये 5 पॉइंट लिखोगे। सबसे पहले क्या है, मैं इसको इसको कैसे याद रखना है, देखो जब भी आप बिग फोर में जाओगे ना, कभी भी ऑडिट करने जाओगे वगैरह, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे आप, तो वहाँ पे कभी भी कोई चेंज लेके आना होगा ना, उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग असाइन करी जाती है, कि चेंज हो गया उसके लिए ट्रेनिंग असाइन करी जाएगी आपको। आपको सारी वेब्स, आपका पूरा एक ट्रेनिंग का पोर्टल होता है, उसमें सारी ट्रेनिंग असाइन होती है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, जो बहुत ही बोरिंग होती है, सबको मौत आती है करने में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए वो उन लोगों ने आपको ट्रेनिंग असाइन करी, और आप ठहरे नलायक, हम लोग तो ठहरे नलायक, हम मतलब मैं भी था ऐसा ही, नहीं करता था मन, जब तक सर पे डंडा नहीं आएगा ना कि स्ट्रेटजी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई तो मेरा सैलरी नहीं रोक देंगे ये लोग, तब तक मैं कंप्लीट नहीं करता था अपनी ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो अगर वो लोग ट्रेनिंग स्पेसिफाई करेंगे आपको कि वही ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और आप तो ठहरे नलायक, आप लोग क्या बोलोगे, ऑलवेज रेजिस्ट, ऑलवेज रेजिस्ट, हम तो रेजिस्ट करेंगे, भाई नहीं कर रहा मैं, हम क्या बोलेंगे, अरे हम तो थामा थामा थामा, ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे, इतनी जल्दी किस बात की रे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे ग्रेजुअली। तो इस तरीके से हम लोग चेंज को नेविगेट करते हैं। तो वैसा ही है, वो लोगों ने स्पेसिफाई करी ट्रेनिंग, आप लोगों ने रेजिस्ट, आप बोलोगे हम करेंगे ग्रेजुअली। ये बन गया आपके 5 पॉइंट। सबसे पहले स्पेसिफाई, स्पेसिफाई से क्या है, स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आउटकम क्या है भाई, क्या अचीव करना चाहते हो इससे। सेम पॉइंट बार बार बोले जाने, कुछ नया तो बात कर नहीं रहे, मेरे को भी इसलिए तो एंड में रखा है मैंने, ये आपको पहले बढ़ा देता तो इतना मेन पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप मिस कर दे, बोले इतने पढ़ते आप, ये बोले इतने पढ़ो चलता है, ठीक है। पहला स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। देन दूसरा है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से ये पॉइंट है ऑफर असिस्टेंस इन ट्रेनिंग, है ना, आप उनको ट्रेनिंग असाइन ट्रेनिंग दो, असिस्टेंस दो लोगों को, ताकि भाई नए प्रोसीजर नए एप्लीकेशन वगैरह से कैसे नेविगेट करना, आप उनको ट्रेनिंग दी है, असिस्टेंस दी है। देन ऑलवेज, ऑलवेज से मतलब क्या है, इन लोगों ने क्या पॉइंट बनाया, देखो देखो पॉइंट देखो क्या मस्त है। अभी तक कम्युनिकेशन चल रहा था ना, अपने को कम्युनिकेट करना है, ये लोगों ने यहाँ पे क्या पॉइंट बनाया, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट। क्या है भाई ये, क्या खा के बना रहे हो तुम पॉइंट्स, ऑलवेज 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 कम्युनिकेट, ये ऐसे कौन लिखता है, फैंसी भाषा थोड़ी इस्तेमाल करो, ऐसे कौन लिखता है ऑलवेज ऑलवेज कम्युनिकेट, क्या है ये, ठीक है। तो आगे वही लिखा है कि इट माइट बी चैलेंजिंग, आप समझो भाई लोगों के लिए चैलेंजिंग है चेंज एक्सेप्ट करना, उनको नए सिस्टम पे जाना है, नए डिपार्टमेंट में जाना है,
राइट? नए कल्चर में वर्क करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आप उनसे एम्पैथी रखो थोड़ी सी, एंड हमेशा उनसे बातचीत करते रहो, रूटीनली ऑनेस्टली डिस्कस करते रहो कि भाई देखो खराब नहीं है, सही तरीके से जा रहे हैं, इससे हम सबको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। ये रूटीन में बातचीत करते रहो, बस वही बात है। ठीक है, ऑलवेज। देन है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या है कि भाई बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस। आपको रेडी रहना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि लोग इमोशनली अटैच हैं अपने पुराने तरीकों से, पुराने तौर तरीकों से, पुराने स्ट्रक्चर से, पुराने कल्चर से। तो आपको रेजिस्टेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, इवन मैंने चेंजेस फॉर द बेटर, बेटर के लिए है तब भी रेजिस्टेंस आएगा। इट विल बी चैलेंजिंग फॉर द पीपल टू एम्ब्रेस इट। हैव अ स्ट्रेटजी इन प्लेस फॉर डीलिंग विद एनी रेजिस्टेंस दैट मे अराइज। ठीक है, रेजिस्ट आ गया, देन ग्रेजुअली इंप्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली। ठीक है, ताकि उनको टाइम मिले, गिव पीपल टाइम टू बिकम यूज्ड टू द न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड टू अवॉइड ओवरवेलमिंग देम। ठीक है, ये खत्म हो गया। क्लियर? आगे का अपन कंप्लीट करके आ चुका है पूरा। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 भी कवर हो गया, चेंज वाला। अब अपन आते हैं फर्स्ट वाला, जो बहुत ही वाहियात है, वो जो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ वही सब कुछ है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा, देखो चैप्टर 2 चैप्टर के बराबर है ना? तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, 2 चैप्टर के बराबर है। हाँ, सबसे पहले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके बारे में 2 शब्द कवि ने लिखे हैं, पढ़ लेते हैं, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। पहले सबसे पहले लिखता है, देखो एक तो लेट बता रहा है ना? प्रोसेस को पहले में बताना था, लेट बता रहा है, आखिरी चैप्टर में बता रहा है, उसमें भी पूरा ज्ञान फैले जा रहा है, उसमें भी मुद्दे पे नहीं आ रहा है। सबसे पहले प्रोसेस के ऊपर बातें बता रहा है। ऐसा भी नहीं कि प्रोसेस बता दे, अच्छा प्रोसेस वैसा है, प्रोसेस ऐसा है, प्रोसेस बहुत अच्छा है। अरे प्रोसेस बताना, तू क्या कर रहा है अभी? ये सब कर रहे हैं हरकतें, बताओ। सबसे पहले क्या बता रहे हैं? प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, प्रोसेस नहीं बता रहे, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि जो प्रोसेस है ना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, वो बहुत मेथोडिकल है। अभी तक हम घास चल रहे थे 4 चैप्टर्स के अंदर ना, हमको नहीं मालूम बड़ा मेथोडिकल है, तो तुम आखिरी में बता रहे हो क्वाइट मेथोडिकल है। क्या रे ऐसे ही, क्या है, क्या करते तुम लोग, क्या करते भाई है? ठीक है, तो इसके क्या लिख रहा है ये लोग कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेटजिक प्लान है ना, वो क्या करता है, बहुत मेथोडिकल है। मेथोडिकल है इन द सेंस वो सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, वो इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की विजन को, मिशन को, वैल्यूज को, ग्लोबल स्ट्रेटजिक थीम्स को। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन प्लान उसके अंदर होता है, की परफॉर्मेंस मेजर उसके अंदर होते हैं। की परफॉर्मेंस मेजर एंड में था, पहले पढ़ा के आया हूं इसलिए, ताकि आपको समझ में आए। अभी इन लोगों ने तो कुछ सोचा नहीं कि भाई कैसे रखे हैं, अच्छे तरीके से सिस्टम रखे अपन। ठीक है, तो बेसिकली इन सबको मर्ज कर देता है स्ट्रेटजिक प्लान जो आपका है, इन सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, एंड इसके आगे लिखा है की परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं। वो स्ट्रेटजिक थीम्स को, थीम्स मतलब गोल्स ही है यहाँ पे, कुछ भी नया नया लैंग्वेज लिख देते हैं, कहीं पे आउटकम लिख देंगे, कहीं पे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कहीं पे गोल विजन लिखेंगे, कहीं पे थीम लिख देंगे। ठीक है, विद स्ट्रेटजिक थीम्स को लिंक करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड मेजर सक्सेस ऑफ द स्ट्रेटजी। मतलब वही मैंने आपको बताया स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या थे, वही उसी के बारे में एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा है। ये आप बस पढ़ लो, बस पढ़ लो एक बार, इतना रेलेवेंस नहीं है ये जो भी बता रहा हूँ, इतना रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद में बोला डायनामिक एंड कंटिन्यूस है। ठीक है, डायनामिक एंड कंटिन्यूस है मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक बार हुआ तो बस खत्म, चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अगर किसी एक स्टेप में कुछ चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपके लेट्स से आपने बीच में एक स्ट्रेटजी बनाई, उसमें कुछ चेंज हुआ, तो आपको फिर से विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ सकता है। इंप्लीमेंटेशन का प्लान आपको अलग से बनाना पड़ सकता है, आपके स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर आपको अलग से बनाने पड़ सकते हैं। तो कहीं पे भी कुछ चेंज हुआ इन एनी मेजर कंपोनेंट, नेसेसिटेट चेंजेस इन अदर कंपोनेंट्स एज वेल। ये बात हो रही है। ठीक है, एंड बोला जा रहा है कि इनको ना को कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बस हाँ एक बार करा खत्म हो गया, चलता रहता है, चलता बात करके ही है ना, फॉर्मुलेशन के बाद में भी खत्म थोड़ी हो जाता है, आपका कंट्रोल प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो चलता रहता है, प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, प्रोसेस नेवर रियली एंड्स। ठीक है, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर और सेमी एनुअली, कंटिन्यूस बेसिस पे है। और ये बंदा था फ्रेड आर डेविड करके, इसने ये कुछ ऐसा वो बताया है आपको, प्रोसेस बताया है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हूँ कि वही है, उसने बता दिया यहाँ पे लास्ट चैप्टर में डाला है। क्या कि पहले विजन मिशन ऑब्जेक्टिव बनाओगे, यहाँ पे आपका एनवायरमेंट एनालिसिस करोगे एंड एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल करोगे, फिर आप अल्टरनेटिव चूज करोगे, अल्टरनेटिव सोचोगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उसमें से करेक्ट वाली चूज करोगे, फिर उनको इंप्लीमेंट करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे, कंट्रोल करोगे। वही बात है, फिर से बार बार वही रिपीट कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो मॉडल था, ये उसी के बारे में बता रहा है कि ये जो मॉडल है ये क्लियर एंड प्रैक्टिकल अप्रोच बताता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। ठीक है, आगे लास्ट चीज है आइटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो आइटरेटिव है। आइटरेटिव इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि लॉक स्टेप फैशन में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई ये हुआ फिर ये जाएगा, फिर हुआ फिर ये जाएगा, फिर हुआ फिर ये जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा लॉक स्टेप फैशन नहीं कि ये पहले उसके बाद ये बैक काफी कंटिन्यूस बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। ये सो कुछ बताएगा, फिर इसको कुछ बताएगा, फिर इसको कुछ बताएगा, ये सो कुछ बताएगा, तो ऐसे गिव एंड टेक होगा, बैक एंड फोर्थ होगा, तब जाके स्ट्रेटजी बन के आएगी, बहुत ज्यादा आगे पीछे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि देखो पहले हमने विजन मिशन बनाया, उसके बाद हम
स्ट्रेटजी चूज करे, उसके बाद इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद इवैल्यूएशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से वापस भी जा सकता है ये, बोले भाई क्या स्ट्रेटजी बना के दियो, नहीं चल रहा काम, चेंज करो, वापस पीछे आ गए तो उसको नई इन्फॉर्मेशन मिली, अब वापस से नई स्ट्रेटजी बनेगी, तो वो ना पीछे आ गए ना। ठीक है, जैसे देखो आप देखो अभी मिर्जापुर की मूवी आ रही है मिर्जापुर की मूवी आ रही है, ठीक है, पहले उन्होंने सीरीज बनाई, अभी मूवी आ रही है, तो जो मूवी बनाई है लोगों ने, ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई पहले कि देखो भाई मूवी बनाएंगे तो बहुत चलेगी, ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी थी मूवी बनाएंगे तो बहुत चलेगी। अब चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो मूवी लगने के बाद मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कुछ लोगों में तो भाई जेन्युइन ये भी कंफ्यूजन होगा ना कि ये भाई क्या है, ये सीरीज है, मूवी है, क्या है, कैरेक्टर तो सारे अपने सेम ले लिए, क्या है ये अमेजॉन प्राइम पे आने वाली है कि थिएटर में आने वाली है, क्या है, कहीं ऐसा तो आपने नहीं किया कि आपने सीरीज के अंदर ही कुछ कुछ सीन उठा के मूवी बना दी, ये भी कंफ्यूजन है लोगों में, ये सब कन्फ्यूजन भी होता है, सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी तो आपने बना दी, अब इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या आएंगे, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, तो मूवी रिलीज होने के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बार मालूम पड़ गया तो सक्सेसफुल है, फिर और लोग करेंगे मालूम पड़ा नहीं हुई तो स्ट्रेटजी बैकफायर कर जाएगी। अगली बार जो स्टूडियो है जिसने बनाई है वो बोलेगा भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसी हरकतें फिर से नहीं करेंगे, सीरीज को मूवी में नहीं लेके जाने वाले अपन, है ना, वैसा। तो दोनों तरफ से वर्क करता है, स्ट्रैटेजी ने मूवी को इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की तरफ आपको बताएगा कि अगली बार क्या करने का है। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस स्टेजेस चलता रहता है। ठीक है, अभी उन्हीं स्टेजेस के ऊपर और ज्ञान है, वापस से उन्हीं 5 स्टेजेस की बात हो रही है। पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, देन इवैल्यूएशन कंट्रोल। एक-एक स्टेजेस के ऊपर, स्टेज 1 के ऊपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन पढ़ के आ चुके हैं, आपको अच्छे से आता है। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, जिसके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर नहीं होते, ऑब्जेक्टिव फंक्शनल लेवल पे भी जाते हैं एंड बिजनेस लेवल के ऊपर भी जाते हैं। बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज लॉजिकल, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो देन उसके बाद स्टेज 2 है एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस यानी एक्सटर्नल वाला, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस यानी इंटरनल वाला। ये लोगों ने वर्डिंग चेंज कर दी यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को सेम वर्डिंग रखने में मजा नहीं आता ना, हर बार चेंज करेंगे, चुल उसी में मिलती है, मजा उसी में आता है। ठीक है, तो बस वही पहला ये लोगों ने क्या करा, एनवायरमेंट स्कैनिंग, ये डायग्नोस्टिक फेस है, यहाँ पे डायग्नोस करोगे कि सिचुएशन कैसी है। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, पेस्टल देखेंगे बेसिकली। ठीक है, पेस्टल देखेंगे, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द डायनामिक एंड अनसर्टेन एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स ढूंढने वाले हो। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखने वाले हो, पढ़ के आ चुके अपन ऑलरेडी ना। ठीक है, इंटरनल रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ चैप्टर 3 में। देन आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, इनको मैच कर देते हो। ठीक है, एक्सटर्नल आपने अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स ढूंढे, इंटरनल आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ढूंढे, उनको आप मैच कर देते हो स्वॉट के अंदर, तो मैच हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेज 3 क्या है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी आपको बनानी है, उसके लिए पहले आपको एनालाइज अल्टरनेटिव्स एनालाइज करने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव्स कौन कौन से आपको वो सोचनी पड़ेंगे, डेवलप अल्टरनेटिव्स। ठीक है, एंड उनको फिर आप एनालाइज करोगे एंड उनमें से एक सिलेक्ट करोगे आप स्ट्रेटजी, बेसिक सी चीज है। एंड यहाँ पे लोगों ने अल्टरनेटिव्स लिखे हैं कुछ कि ये 4 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ये 4 अल्टरनेटिव्स कौन से हैं जो अपन चैप्टर 4 में पढ़ गए हैं, स्ट्रेटजिक चॉइसेस, वही 4 हैं। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि 4 कौन सी स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स होते हैं, वही जो अपन वहां पे पढ़ के आए हैं। जो अपन ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर 4 पढ़े थे ना, कौन सी थी, एक रिटेंचमेंट था, एक अपना एक अपना एक अपना स्टेबिलिटी था, एक अपना ग्रोथ था, ग्रोथ एक्सपेंशन था, एक अपना रिट्रेंचमेंट था एंड चौथा अपना कॉम्बिनेशन था। वो उन्हीं को यहाँ पे इन्होंने बना दिया है। ठीक है, सबसे पहला इन लोगों ने क्या लिखा, स्टेबिलिटी, वेदर टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस एट द सेम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। स्टेबिलिटी लिखा नहीं है वहाँ पे स्टेबिलिटी, बट ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वो। ठीक है, लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, कंटिन्यू द सेम बिजनेस एट द सेम वॉल्यूम। ठीक है, देन अपने ग्रोथ की बात करनी थी दूसरे वाले में, वेदर टू ग्रो बाय एक्सपेंडिंग एक्जिस्टिंग यूनिट्स, एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट्स और एक्वायरिंग अदर यूनिट्स इन द इंडस्ट्री। है ना, ग्रोथ के मल्टीपल मोड्स थे, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर ग्रोथ का एक और ये भी था कि रिलेटेड में जाना है कि अनरिलेटेड में जाना है, याद आ रहा है, कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसेंट्रिक वगैरह। ठीक है, तो आगे वो तीसरा पॉइंट वही है कि वेदर टू एंटर इनटू रिलेटेड और अनरिलेटेड एरियाज, ये भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात हो रही है। देन रिट्रेंचमेंट का क्या था, कि वेदर टू गेट आउट ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिजनेस फुल्ली और पार्शियली। ठीक है, वो बात हो रही है, ये रिट्रेंचमेंट। देन आगे एक और लाइन लिखी है कि इनका कॉम्बिनेशन भी फॉलो हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। तो वही चीजें थी, वही अपन ने सारी लिखी है यहाँ पे, तो छोटा सा चीज है। देन स्टेज 4 क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। ये क्या है, ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी, यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट होती है ना। दिस शेप्स द कोर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टाइम कंज्यूमिंग। स्टडी बनाना तो इजी है, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब आगे इसके बारे में ज्ञानबाजी करी है, किसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लेके आना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसीज बनानी पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस टारगेट्स मीट करने पड़ेंगे। लर्न करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट लर्न लिख दिया है, कैन बी आज जस्ट केस लैंग्वेज, केस लैंग्वेज पूछ सकता है, तो आप एक बार बस पढ़ लेना इसको। ठीक है, या फिर ऐसे ही पढ़ लेना, कभी एमसीक्यू में आ जाए तो एटलीस्ट आपको मालूम होगा कि अच्छा इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे।
इस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये केस लैंग्वेज देके वो इसके ऊपर भी डायरेक्ट कर सकता है। केस के अंदर ये लैंग्वेज दे दी, बोला इंप्लीमेंट, आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेज की बात हो रही है और उसके प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स बताओ। तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, उसके प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स मुझे ये लिखने हैं 5, 5 नहीं इनफैक्ट 8 है। ठीक है, कैसे याद रखोगे इनको, कैसे याद रखोगे इनको 8 पॉइंट्स को? सिंपल, सपोज करो आपको खुद की आईपीएल टीम बनानी है ना, सपोज आपको खुद की आईपीएल टीम बनानी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप खुद की आईपीएल टीम बनानी है, नई फ्रेंचाइजी लेके आ रहे हो आप, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बोलोगे कि भाई देखो मैं अपना पर्स इकट्ठा करता हूँ, पैसा इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि मुझे टीम बनानी है, टीम खरीदने, प्लेयर्स खरीदने मुझे। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बजट डेवलप करना है अपने को, कि कितना लोगों, कितने कितने लोगों की टीम, कितने पैसा खर्च करूंगा मैं टीम बनाने के लिए, कितने प्लेयर्स खरीदने पड़ेंगे मुझे ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले आपको एडिकेट रिसोर्सेज उसकी तरफ डायरेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या बोलोगे? चलो पैसा आ चुका है, अब ऑप्शन में जाके टीम मेंबर्स, प्लेयर्स मुझे हायर करने, स्क्वाड बनानी है मुझे। तो आप क्या करोगे? स्टाफिंग करना चाह रहे हो यहाँ पे, कि आपका क्या हो गया? स्टाफिंग एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल सेट्स आपको अपने बनानी है। ठीक है, स्ट्रेटजी सपोर्टिव आपको एक्सपर्टीज बनानी है, कैपेबिलिटीज लेके आनी है। ठीक है, वो बात हो रही है यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर। ठीक है, अब आप उसके अंदर गए, बजट आप गए ऑप्शन के अंदर, तो आईपीएल ऑप्शन के अंदर पहले दे दो, तो पूछोगे ना कि भाई आईपीएल ऑप्शन में, आईपीएल ऑप्शन में अगर आप जा रहे हो, सबसे पहले आपको लोग बताएंगे देखो भाई ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं आईपीएल के, फॉलो कर लेना इसको, बिना इसके ऑप्शन में नहीं नहीं घुसने देंगे। तो आपको उन्होंने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बताया आपको। ठीक है, तो आप बस पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ये क्या है? कि आपको फैसिलिटेट करते हैं रादर देन इम्पीड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। ये ध्यान रखना आपको कि जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को, ना कि उसको इम्पीड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब आप ऑप्शन में चले गए। ठीक है, अब ऑप्शन में फाइट कैसे करना है, कैसे दूसरे दूसरे अमीर लोगों से compete करना है, इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करके जानी पड़ेगी। आपको अपने लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेगी, कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपन वहां पे इंप्लीमेंट, वहां पे डायरेक्ट जाकर थोड़ी दिमाग लगाएंगे, पहले से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके जाएंगे ना, तो वहां पे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके जाओगे। ठीक है, उसके आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है? यूजिंग द बेस्ट नॉन प्रैक्टिसेस फॉर कोर बिजनेस एक्टिविटीज एंड पुशिंग फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक बार आपने टीम हायर कर दी, ठीक है, अब आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि भाई इन लोगों को मैच में खेलने जाना है, स्क्वाड बनाई, आपने सिस्टम बना दिया है कि रोज सुबह 8 बजे सब लोग इस ग्राउंड में आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये तुम्हारा कोच है जो तुम्हें बताएगा, ये तुम्हारा बॉलिंग कोच है, इससे तुम्हें बॉलिंग सीखनी है, तुम्हें फील्डिंग कोच है, तुम्हें तुम्हें फील्डिंग सीखनी है। सिस्टम बनाने पड़ेंगे आपको, तो आप बनाओगे सिस्टम्स। ठीक है, अब सिस्टम्स, ये आईपीएल के अंदर सिस्टम होते हैं, यहाँ पे दूसरे हैं क्या? इंस्टॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन्फॉर्मेशन यानी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रोसेस कैसा रहेगा किसी भी चीज़ को करने का, जैसे अपन ने बात करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रोसेसेस किस टाइप से होते हैं, ब्लिंकिट का मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से स्टेजेस रहती हैं, वैसा वैसा। ठीक है, दैट इनेबल पर्सनल टू इफेक्टिवली परफॉर्म द स्ट्रेटजी रूल्स कंटिन्यूसली। ठीक है, ये आपका सिस्टम बन चुका है। ठीक है, अब आ गया है मैच डे। पहला पहला मैच डे है। ठीक है, पहला मैच डे है। अब यहाँ पे प्लेयर्स लोग कहाँ मिलेंगे? ड्रेसिंग रूम के अंदर। ठीक है, ड्रेसिंग रूम के अंदर मिलेंगे। वहाँ पे सब लोग ऐसे आपस में एकदम ऐसे मिलके, ऐसे एकदम एक दूसरे कंधे पे हाथ रखते हैं ना, ऐसे मिलाते हैं ना, एकदम कंधे पे हाथ रखते हैं। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश बॉयज, बॉयज वी विल डू इट, वी विल विन आवर फर्स्ट मैच। ठीक है, तो आप अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी आपका कैप्टन है, वो एक ड्रेसिंग रूम के अंदर मोटिवेशन करेगा ना। ठीक है कि भाई हाँ, अपने को अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव जो है वो एनर्जेटिकली मीट करने हैं। ठीक है, फिर वो ग्राउंड पे जाएगी टीम खेलने के लिए। ठीक है, ग्राउंड पे टीम अपना एक कल्चर एक्सरसाइज करेगी। देखो हर टीम का एक कल्चर होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अग्रेसिव है, अग्रेसिव पता है आपको, स्लेजिंग करती है, अग्रेसिव है। न्यूजीलैंड की जो टीम है उसका कल्चर क्या है? एकदम शांत स्वभाव की। ठीक है, उन लोगों से नफरत ही नहीं किसी को, मतलब ठीक है, एक एक बार के लिए इंडिया से हारते तो अपने को दुख भी होता है न्यूजीलैंड वालों के लिए कि यार क्या प्यारी टीम है, ये क्यों हार दिया यार। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इतनी प्यारी टीम, वो शांत स्वभाव के हैं। तो हर एक टीम का एक कल्चर होता है। ठीक है, कल्चर, तो आपको क्या इंश्योर करना है? तो आपको अपनी अपनी जो आपकी जो टीम है वो ग्राउंड पे अपना कल्चर दिखाएगी। ठीक है, क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट कंड्यूसिव सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। ऐसा कल्चर बनाओ कि स्ट्रेटजी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। देन लास्ट चीज, जैसे ही टीम के अंदर हल्का भी परफॉर्मेंस डाउन वगैरह हो, तो अपने को कैप्टन को क्या दिखानी पड़ेगी? लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, है ना। जैसे ही मैच के कठिन मोमेंट आएंगे, तब क्या 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 उनका वो होगा, क्या टेस्ट होगा? आपके कैप्टन की लीडरशिप एबिलिटीज टेस्ट होंगी। ठीक है, तो लास्ट चीज है लीडरशिप। बेसिकली आपको इंटरनल लीडरशिप देनी है इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए, मतलब। ठीक है,
स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कुछ भी आएंगे तो उनको आपको एड्रेस करना है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स यानी रुकावट वगैरह उनको आपको एड्रेस करना है, रेक्टिफाई करना है वगैरह, ठीक है। फिर जो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक फिट का टॉपिक पहले बता दिया था, वो ये रहा, करके आ चुके हैं अपन, यहाँ पे फिट होता है वो, ठीक है। स्टेज 5 क्या, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करते रहोगे कंपनी की प्रोग्रेस को, है ना, असेस करते रहोगे कि कुछ बाहर कुछ चेंज तो नहीं हो गया, एंड कि कुछ करेक्टिव चेंजेस करने की जरूरत है क्या, ठीक है। ये आपको बताता है यहाँ पे, ये स्टेज आपको बताती है कि क्या आपको कुछ कंटिन्यू करना है, एज इट इज कंटिन्यू करना है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे 2 आउटकम निकल के आ सकते हैं, पहले तो क्या, कंटिन्यू एज इज, तो चल रहा चलने दो क्योंकि सही जा रहा है सब कुछ। उस तीसरा दूसरा क्या हो सकता है, करेक्टिव एक्शन, कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। 2 आउटकम हो सकते हैं ना, कि सब कुछ सही जा रहा है चलने दो, दूसरा है करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। कंटिन्यू एज इज का मतलब क्या है, कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट इज वेल मैच्ड, टू द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, एज वेल एज एनवायरमेंट भी बोलना पड़ेगा, एनवायरमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट लिखते तो खत्म हो जाता, ठीक है। एंड जो हमारे परफॉर्मेंस टारगेट है वो मीट हो रहे हैं, मैनेजमेंट इज फाइन, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़े बहुत फाइन ट्यूनिंग की जरूरत रहेगी, कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते रहो, थोड़े बहुत फाइन ट्यूनिंग करते रहो, बाकी सही जा रहे हैं, ओवरऑल सही जा रहा है अपन, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान रखो, बस बहुत है, ठीक है। जब तबियत ज़्यादा खराब नहीं होती तो डॉक्टर ये बोलते हैं ना, हाँ सब कुछ ठीक है, बस तबियत पानी का ध्यान रखना, खाने पानी का ध्यान रखना, बस यही बोलता है ना, थोड़ी बिना कुछ बोले छोड़ देगा आपको, खाने पानी का ध्यान रखो, उतना तो बोलता ही है ना, बस वही चीज़ है। थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, बस वो चीज़। करेक्टिव एक्शन क्या होगा, जब आपको पता है कि डिसरप्टिव चेंजेस हो चुके हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी सही से नहीं जा रही है, ठीक है, तब आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। डिसरप्टिव चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिटोरेशन इन मार्केट पोजीशन और परफॉर्मेंस रिक्वायर मैनेजमेंट टू डिटरमाइन, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या आपका जो कॉज है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो क्या पुअर स्ट्रेटेजी है या पुअर एग्जीक्यूशन है, या दोनों है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग टाइमली करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसके आगे इसमें 2 ज्ञान वाले पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना, इतना से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी अब जो ये तो 5, ये जो प्रोसेस था ये तो फालतू था, ठीक है। अब आपके जो मेन जहाँ पे क्वेश्चन एरियाज आ सकते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का स्टेप अलग से है, विजन मिशन अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ले लिया, जो अपना कौन सा स्टेज था, स्टेज नंबर 3 था, उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है 1.2 स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला, ठीक है। यहाँ पे ये लोगों ने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, क्या, स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ये क्या होती है भाई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, 2 टाइप की प्लानिंग लेके आगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर ये लोग, ठीक है। सबसे पहले अगर इनको क्वेश्चन आएगा तो आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर देना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है, ओवरऑल गेम प्लान होती है, जो कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं अपन, देखो आपको कोई भी स्ट्रेटजी अगर चूज करनी है ना, उस कोई भी स्ट्रेटजी को चूज करने से पहले आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, आपको अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, क्या क्या रिसोर्सेस लेके आने हैं वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपको सारा इन्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा, राइट। तो कोई भी स्ट्रेटजी पे आने से पहले, सपोज करो एक ज्वेलरी ब्रांड है कैरेट लेन करके, ठीक है, टाटा के अंडर में ही आता है, ठीक है। उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमें अभी हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस जो है वो बढ़ानी है, हमें नए नए स्टोर्स ओपन करने अलग अलग सिटीज़ के अंदर, ठीक है। इस कंक्लूजन पे आने से पहले उन्होंने ये उनकी स्ट्रेटजी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी रहेंगी, राइट। उन्होंने पूरा असेसमेंट किया रहेगा, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज किया रहेगा कि कौन लोग ऑफलाइन में है, क्या उनका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, किनकी स्कोर ऑफलाइन, वैसे पहले ये लोग डिजिटल में ज़्यादा थे, डिजिटल में थे, ऑनलाइन सेल करते थे ज्वेलरी को, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी हम लोग ऑफलाइन में शिफ्ट करेंगे, ऑफलाइन के स्टोर्स ओपन करेंगे धीरे धीरे करके ज़्यादा, ठीक है। तो वो हो गई यहाँ पे चीज़, उन्होंने स्ट्रेटजी ली। उससे पहले उनको देखना पड़ेगा ना कि बाकी लोग जो कर रहे हैं ऑफलाइन उनका क्या स्टेटस है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, कितना खर्चा होगा वगैरह वगैरह सब कुछ, एंड उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, रिसोर्स डिसाइड होंगे। तो उस स्ट्रेटजी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, इन्वायरमेंट असेसमेंट से लेके ऑब्जेक्टिव बनाना, विजन बनाना, मिशन बनाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेटजी बनाने से पहले जो भी होती हैं उन सबको अपन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलेंगे, ठीक है। जो सब भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको स्ट्रेटजी प्लानिंग बोलेंगे, यानी कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो एक पूरे यहाँ तो बिजनेस लेवल की समझ लो, या तो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी समझ लो, उससे उसको डिसाइड करने से पहले जो कुछ भी प्लानिंग हुई है, जो कुछ भी चीज़ें लगी हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है कि आप इस स्ट्रेटजी तक पहुंच पाए हो कि मुझे ऑफलाइन प्रेजेंस अपनी एक्सपैंड करनी है,
है ना? तो आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है या फिर आपकी जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, वो नतीजा किसका है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी चूज़ करने के पहले के जितने भी स्टेप्स थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 दैट इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये बोला गया है बस यहाँ पे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के बीच में डिफरेंस बताओ। वो अपन आगे पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है? द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव देम एंड पॉलिसीज गवर्निंग द एक्विजिशन, यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको याद कर लेना, ये एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस रहेंगे, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है? डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन गोइंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, क्या स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करेगी, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन करता है। एंड वहां तक पहुंचने के रास्ते क्या है, वो भी डिटरमाइन करता है ना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सिंपल लिख देते तो इनफ रहता, लेकिन ज्ञानबाजी में मजा आता है ना। वेयर इज इट इज गोइंग इन हाउ द वेज फॉर गोइंग देयर। ठीक है? अब आगे लिखा है, ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर एक बिजनेस की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बड़े बिजनेस की बात हो रही है। तो यहाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, पूरे कॉर्पोरेट लेवल के लिए हो रहा है ये, या फिर एटलीस्ट एक बिजनेस लेवल के लिए हो रहा है ये। इसके आगे ये लोगों ने गलत लिखा है क्या, यहाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड है या फिर फोकस्ड ऑन अ मेजर फंक्शन है। मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन पे कभी नहीं होता। गलत लाइन है ये, इन्होंने लिखा, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बट ये गलत है। टेढ़ा है पर मेरा मतलब गलत है, पर आईसीआई का है तो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? फंक्शन के आगे लिख रहा है फंक्शन सच एस अ डिवीजन। अरे डिवीजन फंक्शन कैसे हो गया भाई, क्या क्या लिख रहे हो? और अदर मेजर फंक्शन। तो बेसिकली डिवीजन के लिए हो सकता है, डिवीजन कैन बी अ बिजनेस ऑल्सो ना, प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है, प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, उसके लिए हो सकता है, बट एक फंक्शन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल पे हो रही है, बहुत ब्रॉड चीज है ये। ठीक है? अब उसके बाद आती है ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है? ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? आपने स्ट्रेटजी बना दी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग आपने करी। ठीक है? आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटजिक प्लानिंग करी, उसके बाद आपके पास क्या आई, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आई या बिजनेस स्ट्रेटजी आई। ठीक है? फिर आपने क्या किया, बिजनेस स्ट्रेटजी बन गई, फिर इसको फंक्शनल स्ट्रेटजी में डिवाइड करोगे नहीं करोगे? हर एक फंक्शन की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी बन जाएगी। ठीक है? आपका ओवरऑल क्या था कि हमें हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस एक्सपैंड करनी है, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, लोग हमारे बारे में जान सकें। ठीक है? तो आपको अलग अलग फंक्शनल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक आपको प्रॉपर डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा जो ये काम करेगा इंश्योर करने का कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमारे स्टोर्स खुल रहे हैं। उनको आपको एक बहुत अच्छा टारगेट देना पड़ेगा कि देखो तुम्हें अब ये इतने सारे स्टोर्स ओपन करने हैं, इस टाइम तक इतने इतने ओपन करने हैं। ठीक है? आपको मार्केटिंग टीम को भी रखना पड़ेगा, सेल्स टीम को भी रखना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बोलना पड़ेगा कि भाई अंदर हर हर स्टोर के अंदर हायरिंग करनी है, स्टाफ लेके आना है। ठीक है? तो आपकी बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है? अब फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी जैसे लेट्स से, जो आपने आपका जो स्टोर्स डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो आपकी जो नए नए स्टोर्स ओपन होने हैं उनको देखने वाला है, उनकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी, वो लोग उन लोग आपने बोल दिया कि भाई स्टोर्स तुम्हें ओपन करने हैं, देख लो तुम्हारा टारगेट है कि इस साल के एंड तक इतने स्टोर्स ओपन हो जाए, प्रॉफिटेबली चलें, एंड उसके अंदर टीम भी अच्छी हायर हो जाए। तो ये इन तक पहुंच गई, इन तक इनका ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ये लोग उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है? अब वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें लोगों को करनी है, जो फंक्शनल था, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट था, जिनको अपने स्टोर्स ओपन करने हैं, उन तक टारगेट क्या है कि उन्हें इतने ओपन करने हैं, उसके लिए इनको स्ट्रैटेजी करनी है। अब वो अचीव करने के लिए इनको करनी पड़ेगी, जो जो भी प्लानिंग करेंगे उसे ऑपरेशनल प्लानिंग बोलेंगे। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी बनने से पहले जो थी वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। ठीक है? एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है वो ऑपरेशनल प्लानिंग है, क्योंकि अब इनको एग्जीक्यूट करना है, इनको स्टोर्स ओपन करने हैं, तो इनको उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिना उसके थोड़ी हो जाएगी। ठीक है? मतलब इन द सेंस की, ठीक है, इन द सेंस कि ये लोग बात करेंगे, जैसे अपना जो पहला स्टोर खुलने वाला है, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे बात करेंगे कि देखो भाई अपन को वहाँ पे लोकेशन हंटिंग के लिए, ये कहाँ कहाँ पे स्टोर खुलेगा, वहाँ पे लोकेशन हंटिंग के लिए अपने को बंदा चाहिए होगा, है ना, लोकेशन हंटिंग करने के लिए कि कहाँ पे स्टोर खुलेगा, उसके लिए अपने को टीम भेजनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल के ऊपर। ठीक है? उसके लिए अपने को टीम हायर करनी पड़ेगी, लोग ग्राउंड पे जाके चेक करने वाले तो हायर करनी पड़ेंगी ना, वो हायर करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई हायर करके दो लोग। ठीक है? फिर वहाँ पे आपको नेगोशिएट वगैरह करना पड़ेगा कि रेंट वगैरह कितना है ना? फिर उसके बाद वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट अपने को ओपन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, इतना ईज़ी थोड़ी है
कि आपने उनको बोल दिया कि भाई आपको स्टोर्स ओपन करने हैं, इतने ओपन कर देना। अरे इतने सारे प्रोसेस बीच में है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस डेट तक ये कर देंगे, इस डेट तक ये कर देंगे, इस डेट तक ये हो जाएगा, इस डेट तक ये हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। फिर तभी तो जाके आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे कि हाँ वो टारगेट अपन टारगेट मीट कर पाए, है ना। ठीक है, बस वो चीज़ है, वो ऑपरेशनल प्लानिंग है। ठीक है, तो अब ये जो प्लानिंग है ये कहाँ पे अंडरटेक होती है? नीचे वाले लोगों पे, फंक्शनल मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने उसको मिडिल एंड लोअर लेवल में बोल दिया है। ठीक है, मिडिल एंड लोअर लेवल उनका मतलब नीचे के लोगों की सब फंक्शनल लेवल की बात ही हो रही है, लेकिन उन्होंने इसको मिडिल एंड लोअर लेवल बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑपरेशनल प्लानिंग के डिफरेंसेस में बात करेंगे, स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल में। तो ऑपरेशनल में लिखा हुआ है क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स, लेकिन ऊपर ये लोगों ने मिडिल एंड लोअर बोल दिया है। इनका मतलब फंक्शनल सही है, फंक्शनल को ही मिडिल बोल रहे हैं, उनके भी जो नीचे है उनको लोअर बोल रहे हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इफेक्टिवली टू अचीव गोल्स। रिसोर्सेज यूज कैसे होंगे, मतलब इस डेट तक ये एक्टिविटी होगी, पहले इसमें पैसा लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, इस डेट तक ये होगी, वो बात हो रही है। ठीक है, अब इनके बीच में एक डिफरेंस आ सकता है। तो इनके जो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ये हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी ये हैं, और यही इनके डिफरेंसेस में भी आएगा। अगर पूछे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो ये लिखोगे आप इनके लिए, अगर पूछे इनके डिफरेंसेस बताओ तो भी आप ये लिखोगे, एंड अगर इनके मीनिंग पूछे तब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे उसके अंदर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। क्वेश्चन ही है 5 नंबर का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशनल प्लानिंग, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना, इनके डेफिनेशन और कैरेक्टर्स दोनों लिखने पड़ेंगे, और क्या लिखोगे आप। ठीक है, अब इनके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंस को अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल से याद रखो, प्लानिंग कौन लोग करते हैं। आप छोटे से एम्प्लॉय हो, नए नए आए हो कंपनी के अंदर, इमेजिन आप बहुत ऊंचे पोजीशन में जाओगे फॉर श्योर, लेकिन लेट्स इमेजिन कि आप नए नए आए हो, छोटे से लोग, छोटे से एम्प्लॉय हो। आप बोलोगे कि यार प्लानिंग कौन लोग करते हैं, कौन लोग करते हैं प्लानिंग, तो आप बोलोगे वो सीनियर, वो सीनियर वैसा। तो आपका मेमोरी टेक्निक क्या हो गया, वो VOH, और सीनियर यानी SR, SR स्टैंड फॉर सीनियर। ठीक है, इसमें S 2 बार आएगा, समझ गए, तो इससे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले वी से क्या है अपना, वी से सबसे पहले अपना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या करती है, असेस करती है इंपैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल वेरिएबल असेस करेगी तभी तो जाके कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तक पहुंचेगी ना ये, मैंने से कैसे हो जाएगा काम। तो ये पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को असेस करती है, जो अपना था ये स्टेज 2 वही था ना अपना। ठीक है, अब वेरिएबल्स से आपको याद आना चाहिए कि वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते हैं, वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आया है, इसके अदर हैंड वहां पे क्या है, चेंज, चेंज, वेरिएबल्स चेंज। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होता है, आप मॉडिफिकेशन करते हो बिजनेस फंक्शन के अंदर, ना कि फंडामेंटल चेंजेस। कोई फंडामेंटल चेंजेस आप नहीं करने वाले हो कि बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज करके रख दी, हम छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं वैसा। ठीक है, बी से हो गया। ओ से क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या करता है, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और ये सिर्फ टैक्टिक्स डेवलप करता है। तो इसका उल्टा उसका पॉइंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनाता है, इससे आपको इसके पॉइंट याद आ जाएंगे, उसके उल्टे आपको ये बनाना है। ठीक है, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स, ये लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ये लोग उनको एग्जीक्यूट करने के टैक्टिक्स बनाते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्टिक्स। ठीक है, देन एच से क्या है, होलिस्टिक। ये लोग होलिस्टिक व्यू लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करते हैं, एटलीस्ट एक बिजनेस को पूरा कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। होलिस्टिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ये करंट ऑपरेशंस को फ्यूचर में कैसे दिखेंगे उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ज्ञानबाजी लिखिए, प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशंस इनटू फ्यूचर, सिंपल लिख देते कि चेंजेस क्या करने हैं वो। ठीक है, 5 पॉइंट नहीं बनेंगे ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा ज्ञानबाजी। ठीक है, देन एस, एस 2 बार आएगा, एस 2 बार आएगा, एंड देन एक आर आएगा। ठीक है, पहला एस क्या है, एक सेकंड, यस गाइस सॉरी, हाँ। देन एस 2 बार आएगा, पहले एस से क्या है, शेप्स, शेप्स। ठीक है, इसका क्या है, ये क्या शेप करता है, ऑर्गेनाइजेशन को शेप करता है, रिसोर्सेज को शेप करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिर्फ करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है कि रिसोर्सेज कहाँ पे डिप्लॉय होंगे उसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा 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 अपन दिमाग नहीं लगा रहे। ठीक है, ये शेप रिसोर्स करता है, करंट रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करना उसकी बात करता है। ठीक है, देन है एक और एस से क्या है, सक्सेस, लॉन्ग टर्म। वो सिर्फ इसी के अंदर है, उसका पॉइंट उसमें नहीं, ऑपरेशन के अंदर क्या है, ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है उसकी लाइन्स में कुछ भी। देन आर से लास्ट आर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीनियर मैनेजमेंट की है, मैं यानी आपके कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल वाले। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग किसकी है, फंक्शनल लेवल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कॉर्पोरेट, बट लिखना सीनियर ही, कॉर्पोरेट एंड मत लिख के आ जाना बिजनेस लेवल। ठीक है, अगर इनके डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन भी लिख देना इनकी। ठीक है, अब उसके बाद एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और फालतू फालतू टॉपिक्स बहुत हैं। मेन ज्ञान जो मेन एक्चुअल कंटेंट था अपन पहले पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं, वो बहुत अच्छे थे। अभी इधर उधर की फालतू के ज्ञानबाजी वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी बताए ना आपको कि जो बाहर की सिचुएशन है वो चेंज होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं है, चेंज हो सकती है कुछ भी, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी खराब हो जाए, वही होगा क्या होगा नया इसके अंदर। ठीक है, तो वही ये रिफर्स टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट में इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड गोल्स। ठीक है, ये कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हो सकता है? चेंजेस इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, रेगुलेशन, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं सबके चेंज होने से हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैनेज किस तरीके से करना है? सबसे पहले बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए आप उनको ग्रुप करो, ग्रुपिंग करो, ऐसे अलग अलग नहीं, ग्रुपिंग करो लॉजिकल क्लस्टर्स के अंदर, थीम्स के अंदर। जैसे अपन ने एसबीयू को ग्रुप किया था, वैसे यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को ग्रुप करो कि ये अनसर्टेनिटी है। एक एक अनसर्टेनिटी का जो ग्रुप है उनका असेस करो कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है हर क्लस्टर की, कि मार्केटिंग रिलेटेड जो थे या फिर जो कॉम्पिटिटर रिलेटेड थे उनको आपने एक ग्रुप में बोल दिया, कॉम्पिटिटर रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक ग्रुप के अंदर हो गए मेरे, ये सारे एक साथ हैं कि कॉम्पिटिटर ने कोई स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर दी, वो सारे एक ग्रुप के हो गए, है ना। असेस करो कि हर एक की इंपॉर्टेंस कितनी है एंड सेट प्रायोरिटीज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस। ये इन अ वे जो अपन स्ट्रेटजिक कंट्रोल पढ़ रहे थे उसमें प्रीमाइस कंट्रोल था आपका, उसके बाद स्ट्रेटजिक सर्विलियंस था, देन उसके बाद आपने दो और पढ़े थे टाइप्स, राइट। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अपन प्रीमाइस कर रहे थे, पहले अपन प्रीमाइस से चेक कर रहे थे, उनको कंटिन्यूस से चेक कर रहे थे, ये उसी की बात कर रहा है। ये क्लस्टर्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट है उनको चेक करते रहो। फिर अपने स्ट्रेटजिक सर्विलेंस बोला था, रैंडम रैंडम जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करो। ठीक है, उसके बाद अपना क्राइसिस वाला आया था, ध्यान है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, जिसके अंदर चेंज होने के बाद की बात हो रही थी, ये उसमें अभी तक नहीं गया, इसमें पहले दो ही की बात होगी। ठीक है, असेस करो इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर एंड सेट प्रायोरिटीज फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एनालिसिस, किसके ऊपर प्रायोरिटीज करेंगे अपन। ठीक है, अब इनको डील करने के स्ट्रेटजी कंसेप्ट डील करने का तरीके कौन कौन से होते हैं? देखो, सपोज करो अगर आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ गई अपने, मतलब मेडिकल अनसर्टेनिटी अपने कभी आ गई लाइफ में, ठीक है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई कभी लाइफ में, तो सबसे बेस्ट तरीका घर वाले क्या बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी से डील करनी है लाइफ में, तो एफडी में रखो कैश, एफडी में रखो कैश। तो आपका मेमोरी क्या है? एफडी में रखो कैश, इससे आपको याद आ जाएगा। कौन से तरीके हैं स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी को डील करने के? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है। पांच पांच तरीके हैं डील करने के लिए, तो ऐसे याद रखोगे, एफडी में रखो कैश। एफ से क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करो यार, कि जल्दी जल्दी चेंजेस अगर आएंगे तो आप उनको अडेप्ट कर लोगे। ठीक है, देन डी से क्या है? डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन रखो, मतलब अलग अलग बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करो, एक ही में मत घुसे रहो, क्योंकि उसमें फिर कुछ हो जाएगा तो खत्म सब कुछ एक साथ। डाइवर्सिफाई करोगे, नेवर पुट ऑल योर फ्रूट्स इन वन बास्केट, एक टूटी तो सारे फ्रूट जाएंगे, दो में रखो। ठीक है, वैसी बात हो डाइवर्सिफिकेशन, इससे इंपैक्ट रिड्यूस हो जाएगा अनसर्टेनिटी का, आपको फर्क कम पड़ेगा, बोले दूसरा तो एटलीस्ट अच्छा चल रहा है ना, इसमें खराब हो गया तो ठीक है। ठीक है, एफडी में रखो कैश। एम से है, एम से क्या है? मॉनिटरिंग, मॉनिटर करो। ठीक है, कौन कौन से की इंडिकेटर्स ऑफ चेंज है, ये प्रीमाइस कंट्रोल की बात हो रही है एक तरीके से। ठीक है, एंड सिनेरियो प्लानिंग, एंड सिनेरियो प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग का मतलब है व्हाट इफ एनालिसिस करो, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, 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 वो आपको पहले ही करना पड़ेगा। सॉरी, ये वो आपको पहले ही करना पड़ेगा, ताकि आप रेडी रहो एटलीस्ट कि जो भी सिचुएशन होगी उसके लिए आप रेडी हो। ठीक है, देन आपका है आर, आर से क्या है? रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड करो अपने सिस्टम्स के अंदर, है ना। रेजिलियंस बिल्ड करो, यानी चेंजेस आएंगे तो हम उनसे निपट सकते हैं, ऐसी रेजिलियंस आप बनाओ अपने सिस्टम्स के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, देन आर से हो गया, देन सी से क्या है? कोलैब। ठीक है, कैश, सी से कोलैब, कोलैबोरेशन करो, पार्टनरशिप्स करो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन करो, सप्लायर से कोलैबोरेशन करो, कस्टमर से कोलैबोरेशन, मतलब उनसे हेल्प मांगो, उनको इन्वॉल्व रखो। तो उससे क्या होता है, सब अपना अपना सब महसूस होता है कि हाँ, अकेले हम नहीं है, सपोर्ट करने के लिए हैं, मतलब बेसिकली उससे आपकी रिस्क शेयर हो जाएगी एक तरीके से, वैसा बोला जा रहा है। टाइप्स कर लो, रिस्क थोड़े से डिवाइड कर लो, कि देख, अगर मतलब सप्लायर से आप कर सकते हो, वो ऐसे टर्म्स रख सकते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बेसिकली थोड़ा सा प्राइस वगैरह कम कर देना, कुछ तकलीफ हो रखी है तो ठीक है, वो भी समझेंगे उस टाइम पे। तो वैसे उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रखो आप, वो पॉइंट है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है? सबसे पहला कुछ चेंज ऐसा हो गया, तो या तो उससे आपको नुकसान हो सकता है कि स्ट्रैटेजी खराब की खराब रह गई, कुछ नुकसान हो गया, प्रॉब्लम हो गई, या फिर वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट कर सकता है कि अब मेरे को फायदा हो सकता है यार इसका, तो इसका तो मैं यूज कर सकता हूँ प्रॉफिट के लिए। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ थ्रेट। ठीक है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी में रिप्रेजेंट ट्रेंड्स और इवेंट्स दैट में अफेक्ट प्रेजेंट प्रपोज्ड एंड पोटेंशियल बिजनेसेस। से लिखा है कोई कंपनी है जो नेचुरल फूड्स बनाती है, उसको मालूम पड़ा कि एक देर से ट्रेंड, ठीक है, एक ट्रेंड आ गया है कि लोगों को नेचुरल फूड यानी आयुर्वेदिक वगैरह हर्बल फूड ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है। तो कोई कंपनी अगर जूसेस बनाती है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि मैं हेल्दी जूसेस बना के इसमें घुस सकती हूँ। किया भी है। ठीक है, आईटीसी वगैरह ने किया भी है। एक योगा बार करके ब्रांड था। ठीक है, वो प्रोटीन बार वगैरह बनाता था। ठीक है, के लिए स्टार्ट किया था, अभी उसको अक्वायर कर लिया बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने, क्योंकि उनको भी देखा कि अभी ट्रेंड आ रहा है नेचुरल फूड की तरफ, तो अक्वायर कर लेते हैं किसी ऑलरेडी प्लेयर को, खुद से थोड़ी बनाएंगे नया बार। योगा बार पॉपुलर ब्रांड हो चुका था प्रोटीन बार्स वगैरह के अंदर एटलीस्ट। ब्लिंकिट पर देखना आपको दिख जाएगा योगा बार के ब्रांड। ठीक है। अब जो इम्पैक्ट है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी इम्पैक्ट, एसबीयू जो आपका है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपके लिए। ठीक है, मतलब किसी ऐसे एसबीयू के ऊपर फर्क पड़ा जो आपका, जिससे आपका 80% बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और अगर कोई ऐसा एसबीयू है जिसमें सिर्फ 10% ही आपका बिजनेस आता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है कि बाकी 90% तो सेफ है ना एटलीस्ट। तो इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द अफेक्टेड एसबीयू। एंड इम्पैक्ट कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एसबीयू कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए नीचे लगला लिखा हुआ है कि इट में बी इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंट सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट, ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय, सिर्फ प्रेजेंट कितनी है वो नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ कितनी हो सकती थी वो भी सोचना है। भाई अभी कम है लेकिन फ्यूचर में हम सोच रहे थे कि 50% इसका ही, 50% शेयर यही ओन करेगा, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, एकदम से कुछ चेंज हो गया, तो भी तो इंपॉर्टेंट ही है ना वो अपने लिए एसबीयू, क्योंकि आगे आगे 50% रखने वाला था वो अपने। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। ये क्या है, आखिरी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है। मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग अ चोजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, सुपरवाइजिंग इट्स एग्जीक्यूशन, इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन एंड शोइंग मेजरेबल प्रोग्रेस इन अचीविंग टारगेटेड रिजल्ट्स। यानी मतलब वही कि चोजन स्ट्रेटजी को एक्शन में लेके आओ, एग्जीक्यूशन करो, सुपरवाइज करो, उसको इंप्रूव करो, एंड जो आपके टारगेटेड रिजल्ट्स थे उनको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ो। ऑब्वियसली अगर आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो तो आप ये सोच के ही जाओगे जो आपकी स्ट्रैटेजी थी वो सही से बनी थी। अगर आप ये सोच के जाओगे स्ट्रैटेजी खराब है तो फिर इंप्लीमेंटेशन सही से वैसे भी कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ प्री सपोजेस कि स्ट्रैटेजी जो चॉइस थी वो फीजिबिलिटी के साथ में, एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में ली गई थी, यानी सोच समझ के ली गई थी, ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल दिया था। ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं कैसे उनको आप एग्जीक्यूट करते हो, आप रिसोर्सेज को अलोकेट करते हो न्यू न्यू थिंग्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपको अडेप्ट करना पड़ सकता है, लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ सकता है, अप्रोप्रिएट सिस्टम्स बनाने पड़ सकते हैं। अगेन मीनिंग अगर आएगा इसका तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या लिंकेज होता है। इतना बाकी है भाई। हम्म। ठीक है अभी भी बाकी थोड़ा तो। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि आप लोग पक गए हो गए एक ही चैप्टर बार बार चलते चलते। ठीक है चलो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड, ये जो मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बीच में बोला है रिलेशनशिप है। ठीक है, आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, कि आपका जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होना चाहिए वो साउंड होना चाहिए, एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो एक्सीलेंट होना चाहिए। ठीक है, दोनों की कमी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटजी सही से नहीं करी और इंप्लीमेंट सही से करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ना तो उल्टा हो कि स्ट्रेटजी सही से बनाई और इंप्लीमेंट सही से नहीं करो, दोनों अच्छे से होना चाहिए, वो बोला गया है। और इसके बेस पे एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, कि ये फॉर्मुलेशन फ्लॉट था, साउंड था, इंप्लीमेंटेशन वीक है, एक्सीलेंट है, ये मैट्रिक्स बन जाता है ABCD। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है, बी वाली, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन है, साउंड फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटजी बनी भी साउंड थी, इंप्लीमेंट भी एक्सीलेंट हो रही है, ये बेस्ट पोजीशन है। इनके ऊपर दो दो वाक्य लिखने हैं आपको। ठीक है, स्क्वायर बी क्या है, ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल सिचुएशन है ना। अब उसके बारे में बता देना कि फॉर्मुलेटेड साउंड स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, दोनों एक्सप्रेस कर दिया आपने। ठीक है, देन अपन आते हैं ए के ऊपर, यहाँ पे साउंड फॉर्मुलेशन तो था लेकिन इंप्लीमेंटेशन वीक था।
ठीक है, तो अब उसके बारे में यहाँ पे 2 शब्द लिखने हैं आपको। क्या? कि ये स्क्वायर ए है, पहले लिखोगे या ये सिचुएशन क्या है कि स्ट्रैटेजी अच्छी बनी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है, वो लिखोगे आप। ठीक है, देन उसके बाद में इसको क्या बोलोगे, क्या रिकमेंड करोगे कि भाई तू बी की तरफ आगे बढ़, यानी अपना इम्प्लीमेंटेशन सुधार और बी की तरफ जा, मूव फ्रॉम ए टू बी बाय इंप्रूविंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देन सी, पहले डी पे आते हैं। डी में क्या है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा है लेकिन स्ट्रेटजी फ्लॉड है आपका, क्या हो जाएगा उससे? ठीक है, तो डी के अंदर आप क्या बोलोगे इसको, ये रहा डी, कि आपकी फ्लॉट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है बट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, तो पहले आप स्ट्रैटेजी को चेंज करो, देन उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन को रीएडजस्ट कर लेना। ठीक है, स्ट्रैटेजी चेंज करो, रीडिजाइन करो, देन रीएडजस्ट योर इंप्लीमेंटेशन स्किल्स। ठीक है, ये हो गया। देन अब यहाँ पे अब लास्ट पोजीशन क्या है, सी, फ्लॉड फॉर्मुलेशन, वीक एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलोगे कि भाई तू स्ट्रैटेजी फिर से बना एंड इंप्लीमेंटेशन को भी सुधार। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे कि स्ट्रैटेजी बिजनेस को रीडिजाइन करो आप एंड इंप्रूवमेंट लेके आओ इंप्लीमेंटेशन के अंदर। यहाँ पे रीएडजस्ट करने बोला था इंप्लीमेंटेशन को, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छा था इंप्लीमेंटेशन, लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज होगी तो इस इंप्लीमेंटेशन को तो रीएडजस्ट करना पड़ेगा ना इस नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से, इसलिए रीएडजस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? इंप्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट। सिंपल एमसीक्यू में पूछ लेगा। ठीक है, अब उसके बाद में बोला स्ट्रेटजी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, पढ़ लेना, फालतू है। ठीक है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंसी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। ये क्या होती है? ठीक है, आपको भी पता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करना, दैट इज इफेक्टिवनेस, कि है जो मुझे करना था वो मैंने अचीव किया। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसको कितने टाइम में किया, कितना पैसा लगा के किया। बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज एफिशिएंसी, है ना? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो, आपने सोचा है कि मैं सीए इंटर के अंदर मैं लेके आऊंगा एआईआर, मैं सीए इंटर के अंदर लेके आऊंगा रैंक। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि आपने जैसे ही आपने पढ़ा कि अच्छा मैं सी इंटर के अंदर एआर लेके आऊंगा, रैंक लेके आऊंगा, तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं कि अच्छा मैं एआर लेके आने के लिए क्या क्या करूंगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा मुझे एआर अगर लेके आनी है सी इंटर के अंदर तो मुझे मेहनत खूब करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत खूब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि मुझे मेहनत खूब करनी पड़ेगी, इसलिए आपने बोला कि अब मैं ये काम करूंगा कि मैं डेली 13-13 घंटे की पढ़ाई करूंगा, 13-13 14 आवर्स की पढ़ाई करूंगा मैं अपने सारे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दूंगा, मैं सोऊंगा टाइम पे, उठूंगा टाइम पे, लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट करूंगा, इस सब पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे रैंक लेके आनी है, मैं ये सब चीजें इंप्रूव करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप 13-14 आवर्स पर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन कम कर दे रहे हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसने भी बोला कि हाँ भाई देखो मैं, ठीक है, आपका पूरा टारगेट है कि मैं एग्जाम से 4-5 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो। ठीक है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि हाँ मुझे भी एआर लेके आना है, मुझे भी रैंक लेके आना है। ठीक है, लेकिन उसने क्या डिसीजन लिया, उसने बोला कि यार नहीं यार, ये इतना इतना 13-14 आवर्स तक मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं 12-13 आवर्स पे ही पढ़ूंगा, 12 आवर्स के आसपास ही पढ़ूंगा। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत मैं चलाऊंगा, थोड़ा बहुत चलाऊंगा, थोड़ा बहुत चलाऊंगा, थोड़ा बहुत मस्ती भी करूंगा, थोड़ा बहुत फोन वगैरह भी चलाऊंगा, मैं दोस्त वगैरह से भी रिश्तेदारी रखूंगा मैं अपनी। ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा ना तो मैं बहुत कंसेप्चुअली पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ूंगा ना मैं बहुत कंसेप्चुअली पढ़ूंगा, मैं बहुत दिमाग लगा के पढ़ने वाला हूँ, एक एक चीज़ का लॉजिक समझ के पढ़ने वाला हूँ, क्लासेस भी ऐसे टीचर से लूंगा। ठीक है, भले से मेरा जो सिलेबस है वो 3.5 महीने पहले खत्म हो, मेरे को चलेगा, बिफोर। अब दोनों के अप्रोच में क्या फर्क है? पता है क्या फर्क है? जो पहला वाला बंदा है ना, उसका फोकस सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर है कि टाइम पे खत्म हो जाए, ज़्यादा घंटे पढ़ूंगा, ज़्यादा घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दिए मैंने ताकि मेरा जो दिन है वो सारा पढ़ाई के आउटपुट प्रोड्यूस करने में जाए, क्लासेस जल्दी खत्म कर लूंगा मैं ताकि रिवीजन ज़्यादा कर पाऊँ। उसका सारा फोकस एफिशिएंसी के ऊपर है। ठीक है, वो अपने टाइम का मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या वो सही तरीके से पढ़ भी रहा है कि नहीं? क्या पढ़ाई जिस तरीके से करनी है, क्या पढ़ाई के अंदर जो जो करना है, क्या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दिमाग लगाना है ना? क्या अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्या लॉजिक के बारे में सोचना है? वो उसके बारे में तो सोचा ही नहीं अभी तक।
ठीक है, उसका सारा फोकस किसके ऊपर है? एफिशिएंसी के ऊपर है कि कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालूं, मैं मैक्सिमम रिवीजन करूं, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना, पढ़ना का इन द सेंस अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है? सही चीजें करना पढ़ाई करते टाइम पे, कंसेप्चुअली पढ़ना, लॉजिक पे फोकस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डाउट्स लेके आना, दिमाग लगाना उस चीज के ऊपर, विजुअलाइज करना चीजों को। इफ व्हाट इफ एनालिसिस करना, अच्छा ये हो जाएगा तो क्या, व्हाट ये हो जाएगा तो क्या, व्हाट इफ एनालिसिस करना, वो तो कर ही नहीं रहा है। जबकि ये जो दूसरा बच्चा है, ये क्या कर रहा है? ये क्या कोई बहुत इनएफिशिएंट है? ये 12 घंटे ये भी पढ़ रहा है, सही है, अच्छी बात है, 12 घंटे कम थोड़ी होता है। सोशल मीडिया मोबाइल थोड़ा बहुत ही चला रहा है, ठीक है, 3.5 महीने पहले खत्म करा कोर्स, वो भी बहुत सफिशियंट ही है यार, इसमें आ जाती है रैंक आराम से। साथ में कंसेप्चुअली लॉजिकली भी बहुत पढ़ा है। तो इसने पढ़ाई करते टाइम पे सही चीजें करी हैं, कंसेप्चुअली पढ़ा है, लॉजिकल पढ़ा है, साथ में एफिशिएंसी के ऊपर भी फोकस किया है। और इसने क्या किया, इसने एफिशिएंसी को ओवर वर्क कर दिया है, जबकि जो इफेक्टिवनेस थी, सही चीजें करनी थी, वो उसने करी नहीं। तो लकी अनलकीली इसका नहीं आ पाएगा उतना रैंक, इस बच्चे का आ जाएगा। ये 3 महीने पहले भी खत्म करता तो भी इसका आ जाता। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ में यही प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस रखते हैं। बच्चों के मैसेज सीधे सीधे आते हैं, सर मैं 3 महीने पहले कोर्स खत्म करने वाला हूँ, सर मैं 3 रिवीजन कर दूंगा, सर मैंने अभी तक क्लासेस खत्म कर ली, मेरा रैंक आ जाएगा क्या? अरे भाई यार, इतने से चीज मैं तुम्हारी सिर्फ एफिशिएंसी से कैसे बता दूं कि तुम्हारा रैंक आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट अबाउट इफेक्टिवनेस? व्हाट अबाउट डिड यू स्टडी कंसेप्चुअली? क्या तुमने डाउट्स, क्या तुमने सोचा था, दिमाग लगाया था, कॉन्सेप्ट जैसे समझे थे, लॉजिक जैसे समझे थे? पढ़ाई तो तुमने भी करी, उसने भी करी, उसने ज्यादा आउटपुट निकाला उसी टाइम के अंदर, लेकिन जो रैंक ले आएगा बंदा, उसने पढ़ाई करी लेकिन साथ में उसमें सही चीजें करी। व्हाट अबाउट दैट? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ मैटर्स। तो हमारा फोकस सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर होता है, क्योंकि वो दिखती है अपने को जल्दी जल्दी, क्या इतने टाइम में हो गया, इतना टाइम बचा हुआ, इफेक्टिवनेस पे अपना फोकस नहीं होता। वही बात है, इफेक्टिवनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफिशिएंसी, ऐसे दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से इंपॉर्टेंस रेट करनी हो, तो इफेक्टिवनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफिशिएंसी। यानी सही चीजें करनी है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, ऐसा बात है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना हुआ है इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाता है स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपका आ जाता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, फॉर्मुलेशन का मतलब देखो, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। देखो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, क्या मैं सही चीजें कर रहा हूँ, है ना, क्या मैं सही चीजें कर रहा हूँ? वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर तो डिपेंड करता है कि मैं क्या क्या करूंगा, वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे तो डिपेंड करता है। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपका इफेक्टिव भी हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है। इफेक्टिव यानी आप सही चीजें कर रहे हो, इनइफेक्टिव यानी आप सही चीजें नहीं कर रहे हो, ठीक है। देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट को यहाँ पे लोगों ने बोला है एफिशिएंसी के नाम पे, ठीक है, कि आप एफिशिएंटली कर रहे हो कि इनएफिशिएंटली कर रहे हो, उसकी बात हो रही है। तो उनके बीच का मैट्रिक्स है। सबसे पहला मैट्रिक्स क्या है? ये वन पोजीशन है। ये कौन सी है? इफेक्टिव भी है आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, आपने इफेक्टिव चीजें कर, इफेक्टिव जिस पे ध्यान देना, सही चीजें कर रहे हो और एफिशिएंटली कर रहे हो। जैसे जो अपना रैंकर बचा, 3.5 महीने पहले कोर्स खत्म कर लिया, 12 घंटे पढ़ रहा है, और सही से भी पढ़ रहा है, सही चीजें कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, लॉजिक के बारे में सोच रहा है, डाउट्स पूछ रहा है, तो वो तो थ्राइव करने वाला है, ही विल थ्राइव, ठीक है। दूसरा पोजीशन क्या है कि देखो आपने इनइफेक्टिव करी है चीजें, इनइफेक्टिव करी है लेकिन काफी एफिशिएंट तरीके से करी है। देखो इनइफेक्टिव का मतलब क्या, आपने सही चीजें नहीं करी, जो सही काम करने थे वो आपने नहीं करे। पढ़ाई तो दोनों ने करी है, लेकिन इसने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखा है, लॉजिक पे फोकस रखा, लॉजिक समझे, और वो जो पहला वाला बच्चा था उसने नहीं किया, उसका फोकस इफेक्टिवनेस पे नहीं था, वो सही चीजें करने पे ध्यान नहीं था उसका, था कि लेक्चर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, 3 रिवीजन बस मेरे को जल्दी जल्दी, बस लेक्चर्स देखने खत्म करने, 5 महीने पहले कोर्स खत्म करूंगा, उससे मेरी रैंक आ जाएगी। तो इनइफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट था, उसी टाइम में वो बहुत जल्दी कोर्स खत्म कर लिया उसने। देखो अगर आप चीजें ही गलत कर रहे हो, तो उनको आप कितनी एफिशिएंटली कर लो, क्या हो जाएगा अगर चीजें ही गलत कर रहे हो तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है डाई स्लोली। अगर बिजनेस ऐसा कर रहा है तो वो डाई स्लोली कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सही चीजें नहीं कर रहा है, बट जो भी कर रहा है उसको सही से कर रहा है, उसको एफिशिएंटली कर रहा है। देखो आपको सही चीजें करनी होंगी, एंड सही चीजों को सही तरीके से करना होगा, एफिशिएंटली करना होगा। लेकिन अगर सही चीजें ही नहीं कर रहे, बट उनको जो भी कर रहे हो उसको सही से कर रहे हो, तो क्या सेंस है? ठीक है, मतलब सपोज करो आपने सोचा था कि मैं जाऊंगा यहाँ से, मेरे अजमेर से जाऊंगा मैं दिल्ली, रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा था कि मैं स्पीड बना कर रखूंगा 80 किलोमीटर पर आवर की, ताकि मैं 2 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊँ, 2 घंटे के 2 घंटे के 3 3 से 4 घंटे में पहुंच जाऊँ, ठीक है।
ठीक है, लेकिन आप ले लिए गलत रूट, आप रूट ही गलत ले लिए, आप रूट ही गलत ले लिए। अब आप चाहे 80 की स्पीड मेंटेन करो, चाहे 100 की मेंटेन करो, आप 2 घंटे 3-4 घंटे में जहां पहुंचोगे वो दिल्ली नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा, क्योंकि आप रूट ही गलत ले लिए। तो वही बात है, आपने एफिशिएंसी मेंटेन करी, आप जो कर रहे थे वो सही से कर रहे थे, लेकिन क्या सही चीज कर रहे थे, क्या सही रास्ते पे थे, वो प्रॉब्लम है। तो ये डाय स्लोली है, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, सुधर जाओ। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि आपने स्ट्रेटजी तो इफेक्ट, आप सही कर तो सही चीजें रहे हो, लेकिन इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हो। मतलब वही रैंकर बच्चा सोचो, ठीक है, रैंकर बच्चे ने बोला कि भाई मैं बहुत कंसेप्चुअली पढ़ूंगा, मैं बहुत लॉजिकल पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ूंगा दिन का सिर्फ 10 घंटा ही, मैं पढ़ूंगा दिन का सिर्फ 10 घंटा ही, 3 से 4 घंटा तो मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा, मस्त स्क्रोलिंग वगैरह करूंगा, दोस्तों से बातें वगैरह करूंगा मोबाइल वगैरह पे, पढ़ूंगा सिर्फ 10 घंटा ही, कुछ नहीं होने वाला इससे, नहीं अचीव कर पाओगे आप, क्योंकि आपका सिलेबस फिर बहुत लेट पुश हो जाएगा। लेट्स से मतलब रिवीजन वगैरह मिला के बोल रहा हूँ ना मैं, आपका सिलेबस वगैरह बहुत लेट पुश हो जाएगा, बैकलॉग बना लोगे आप, ठीक है, आपका सिलेबस बहुत लेट पुश हो जाएगा, 2 महीना एंड में बचेगा रिवीजन करने के लिए, टाइम नहीं बचेगा, कहाँ से रैंक आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो आप क्योंकि कर तो सही चीज़ें रहे थे, लेकिन एफिशिएंट ही नहीं थे, आप टाइम बहुत वेस्ट कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके बारे में ये लोगों ने क्या बोला कि आप इफेक्टिव तो हो, सही चीज़ें तो कर रहे हो, लेकिन बहुत इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हो। इनके बारे में लिखा है सर्वाइव, आपका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बच्चा पास हो जाएगा, ऐसा बच्चा पास हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंसेप्चुअली बड़ा पास तो हो ही जाएगा बच्चा, ऐसा रैंक का टारगेट मिस हो सकता है उससे। ठीक है, हाँ वैसे तो ये वाला भी पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अपन बिजनेस के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, देन चौथा क्या है, जब आपने सही चीजें भी सही नहीं कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो भी इनफेक्टिव तरीके से कर रहे हो। भाई एक तो ना तो आप कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, ठीक है, ना तो आप लॉजिकली पढ़ रहे हो, ऊपर से पढ़ भी सिर्फ दिन के 6-7 घंटे ही रहे हो, सोशल मीडिया फुल चला रहे हो, कोर्स 1 महीना पहले खत्म कर रहे हो, तो वो तो एकदम ही एक इनइफेक्टिव तरीका है, कंसेप्चुअली भी नहीं पढ़ा, लॉजिकली भी नहीं पढ़ा। अब आपको उसमें रश और करना है, उसको भी डिले कर रहे हो, और उसको भी डिले कर, उसको भी इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हो, तो इसके लिए लिखा है डाई क्विकली, खत्म, जल्दी जल्दी आपका टिकने का चांस, जल्दी जल्दी क्विकली, बिजनेस ऐसा बिजनेस जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली पूरा स्ट्रेटजी, ये पूरा मैट्रिक्स था। ठीक है, इसके अंदर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन इफेक्टिवनेस की बात। ये क्या बोलता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आपको गोल्स अचीव करने के लिए जो काम करने पड़ेंगे वो करने चाहिए आपको। ठीक है, हाईलाइट्स द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दिस इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, आपकी दिशा डिसाइड करने की, आप क्या क्या काम करोगे वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कि कुछ काम करने के लिए मैंने कितना इनपुट दिया, कितना टाइम दिया, कितना पैसा खर्च किया, दैट इज द एफिशिएंसी। ये इंट्रोस्पेक्टिव होती है, कि ये इवैल्यूएट करती है कि हम सही जा रहे नहीं जा रहे वैसा। ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स के ऊपर होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उनकी है, कम कॉस्ट में हो कम पैसे में वो उनको चेक करना है। ठीक है, फिर एक नीचे एक बहुत बहुत ही छोटी सी चीज चिपका दी इन्होंने, क्या, इफेक्टिव होने का मतलब है राइट थिंक करना, सही काम करना। ठीक है, एंड एफिशिएंट होने का मतलब है, ठीक है, इफेक्टिव का मतलब क्या है, डू द राइट थिंग, सही काम करना, एंड एफिशिएंट होने का मतलब है डू द थिंग राइट, जो भी चीज करो उसको सही तरीके से करो, यानी कम रिसोर्सेज के साथ में करो, कम टाइम में करो, वैसा वैसा। ठीक है, डू द थिंग राइट, इसको ऐसे समझना रिसोर्सेज कम लगा के करो वैसा। ठीक है, तो सही काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, दैट इज इफेक्टिव, यानी जो गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प करे वो काम कर रहे हो क्या, रैंक चाहिए ना, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्या वो काम कर रहे हो वो इफेक्टिवनेस है। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब है कि जो आप कर रहे हो, एफिशिएंसी का मतलब है जो आप कर रहे हो उसको आप कितना सही तरीके से कर रहे हो, कम कितने रिसोर्सेज में कितना आउटपुट निकाल के लेके आ रहे हो, दैट इज लाइक कितने घंटे पढ़ के आप कितना आउटपुट निकाल के लेके आ रहे हो, कितने रिविजन कर ले रहे हो, वो एफिशिएंसी की बात है। ठीक है, चलो, एंड ये जो सेल में मैंने आपको ज्ञान दिया वो सारा ज्ञान यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, इफेक्टिवनेस इज एसेंशियल, इफेक्टिवनेस जरूरी है, एसेंशियल है सर्वाइवल करने के लिए, है ना, क्योंकि देखो इफेक्टिवनेस थी लेकिन इनएफिशिएंसी थी, सर्वाइव तो कर गया, तो बोल रहा है इफेक्टिवनेस जरूरी है, जबकि एफिशिएंसी जो है वो ना तो जरूरी है, ना तो जरूरी है, मतलब ठीक है, ना तो जरूरी है और ना ही सफिशिएंट है सर्वाइव करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, एफिशिएंसी एक बार के लिए नहीं हो, सर्वाइव करने के लिए चलेगा, सर्वाइव हो जाएगा आपका। ठीक है, और ना तो अकेले सफिशिएंट है,
अकेले सफिशिएंट नहीं है, यानी इसके ये अकेले होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो बात हो रही है। अब बोला इफेक्टिवनेस डिटरमाइन कौन करता है? सिंपल सी बात है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, राइट? उन सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबके जो स्टेक्स हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं कि उनको क्या क्या चाहिए। शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए, एम्प्लॉय को वेजेस चाहिए, सप्लायर को कंटिन्यूस बिजनेस चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो इन सबके गोल्स जब अपन अचीव कर रहे होते हैं, जिस रास्ते से अचीव कर रहे होते हैं, उसे हम इफेक्टिव बोलेंगे, इफेक्टिवनेस बोलेंगे। यानी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है आपने जिनसे सबके गोल्स अचीव हो जा रहे हैं, इनके इंटरेस्ट मीट हो जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग, दैट मीन्स आप इफेक्टिव हो, ठीक है, बस वो चीज है। अब इसके बाद है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, दोनों साथ में है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहानी बोली गई है कि देखो फॉर्मुलेशन जो है ना, वो मोर और लेस सिमिलर होता है सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे लार्ज स्केल हो, सो मोर और लेस सिमिलर होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो बहुत अलग अलग हो जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर कम ही चांस है, लेकिन एक बार बस देख लेना, ठीक है, बस, ठीक है। उनमें सब्सटेंशियली चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आपका टाइप क्या है, साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उनके अंदर ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं, ऐसा बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, इसको बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बोला हुआ है चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो चेंज करना, इस केस टू केस, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। अगर कोई मोबाइल कंपनी है, फट से 5-4 हज़ार 5-10 हज़ार फोन का प्राइस बढ़ा देती है वो, है ना, दिमाग नहीं लगाती वो। लेकिन कोई एफएमसीजी होगा, चिप्स वगैरह है, लेस वगैरह है, कुरकुरे वगैरह हैं, मैड एंगल्स वगैरह हैं, इनकी प्राइस 5-10, 5-10, 5-10, 20, 5-10, 20, 5-10, 20 इसी में चेंज होती रहती है। आप वहां पे चेंज कर ही नहीं सकते, 6 बना ही नहीं सकते, 11-12 कर ही नहीं सकते, राउंड फिगर 5-10-15, 5-10-20 ही होता है, फिर 40 होता है सीधा, 30 भी आता है बीच में, 50 भी आता है। तो आपको ये राउंड फिगर में रखना पड़ेगा प्राइस, आप वहां पे इतना इजिली चेंज ही नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, अंदर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो आपको वहां पे थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा ना, इंप्लीमेंटेशन आपका कैसा होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा, वो भी तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर ही आता है ना, बस वो बात हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस पे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आ सकता है, ये आपको याद करना है ना। ये कैसे याद रखेंगे अपन, देखो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। देखो अगर आप खुद की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट, इसको कैसे याद रखोगे, अगर आप खुद की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, है ना, तो आप प्रोटेक्टेड हो, वेल प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट ही नहीं करी, किसी और की कॉपी करके आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आपने चोरी कर ली एक तरीके से। किसकी चोरी करी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी और के दिमाग की प्रॉपर्टी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी चोरी करी है। तो आपसे सामने वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए फी मांग सकता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपने किया तो बढ़िया, अगर आप सिर्फ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, दोनों के बीच में फर्क रह गया, फॉर्मुलेशन आपने नहीं किया, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो आपको आईपी फी मांग सकता है सामने वाला। तो आपको क्या बोलेगा, आईपी फी प्लीज, आईपी फी प्लीज, बस ये है आपका पॉइंट, आईपी फी प्लीज, ठीक है। पहले आई से क्या है, इन्वॉल्व्स, कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व करता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन क्या इन्वॉल्व करता है, एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी प्लान्स, ठीक है, पहला इन्वॉल्व है। देन पी से क्या है, प्रोसेस, ये कैसे टाइप का प्रोसेस है, ये इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोवोकिंग है, रैशनल है, ये ऑपरेशनल प्रोसेस है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है चीजें, ठीक है। देन फी, एफ से क्या है, एफ एफ से फोर्सेस, फोर्सेस में क्या है, इट मींस एक्शन करने से पहले सारी फोर्स लगा देना, काम करने से पहले सारी फोर्स लगा देना, इट इज एक्शन करते करते फोर्सेस को मैनेज करना, फोर्सेस यानी शक्ति, एफर्ट्स, है ना। तो उसके बाद में क्या है, ई, ई से क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर यानी ये जो एक्टिविटी है, ये एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है, स्ट्रेटेजिक जो है, फॉर्मुलेशन जो है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी है, दिमाग लगता है, जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस माइंडेड है, वो कर सकता है इसको, है ना। और ये जो इंप्लीमेंटेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। एक सेकंड रुको यार, हाँ, और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये एंटरप्रेन्योरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ठीक है, ये फर्क हो गया। इसके ड्राइव करने डिफरेंस आपको उसके अपने आप निकल के आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे ई से क्या है, इफेक्टिव, ठीक है, यानी जो आपका ये फॉर्मुलेशन है
ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है, ये एफिशिएंसी पे फोकस करता है ना। देन है प्लीज, पी से क्या होगा, प्रीसीड्स, या फिर उसको पोजीशन भी बोल सकते हो। इसकी पोजीशन कहां पे आती है, पी से पोजीशन भी बोल सकते हो। इसकी पोजीशन कहां पे आती है पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इसकी आती है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहां पे आती है, ये प्रीसीड करता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को प्रीसीड करता है, यानी उससे पहले आता है। मतलब वही बात है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है, इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन फॉलोस माय ब्रदर, इंप्लीमेंटेशन फॉलोस, वही बात है, ठीक है। तो प्रीसीड्स स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, उससे पहले आता है, ठीक है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फॉलोस माय ब्रदर, फॉलोस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, वही है प्रीसीड्स। देन एल से क्या है कि कौन से लेवल के ऊपर होती है, ठीक है, टॉप लेवल के ऊपर होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन लगता है टॉप लेवल के ऊपर लोगों का, और इंप्लीमेंटेशन के लिए मिडिल एंड लोअर लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन लगता है। यानी फंक्शनली है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मिडिल एंड लोअर से इनका मतलब फंक्शनल एंड उनके भी नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, लेवल। देन लास्ट में एस से है स्किल्स, कि कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती है। तो यहां पे स्किल इन्वॉल्व होती है लॉजिकल, कंसेप्चुअल, इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। रैंक लेके आने के लिए भी आइडियली यही चीजें चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या बोला है, यहां पे कौन सी स्किल्स चाहिए, मोटिवेशनल एंड लीडरशिप ट्रेट्स चाहिए, ठीक है, बस खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब उसके बाद ने बोला इनके बीच में लिंकेजेस हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बीच में लिंकेजेस हैं। कौन से, ये दोनों इंटरट्वाइंड है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये उसके बाद वो, दोनों के बीच में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, दे आर इंटरट्वाइंड। बोला है दो टाइप के लीकेजेस, दो टाइप के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। कौन से लिंकेजेस, दो टाइप के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक तो फॉरवर्ड लिंकेजेस, एक बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे की तरफ जाना, फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ आ जाना। आपको आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है ना ये, हाँ। फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ जाना, ठीक है, आगे की मतलब मैं जिस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ वहां पे उल्टा दिख रहा है ना, तो इसलिए कंफर्म कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ लेके जाना, यानी जो आप कर रहे हो उसका इंपैक्ट आगे वाले पे पड़ रहा है। तो जो फॉर्मुलेशन कर रहा है उसका इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर पड़ रहा है, जो आगे कर रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन के ऊपर पड़ रहा है। सिंपल सी बात है ना यार, लॉजिकल सी बात है ना। आज ज्यादा फॉर्मुलेशन करोगे उसके साथ तो आपकी इंप्लीमेंटेशन होगी, तो फॉरवर्ड लिंकेज है। बैकवर्ड लिंकेज भी है, बैकवर्ड लिंकेज किसका होगा, कि जो आगे वाला कर रहा है उसका इंपैक्ट पीछे वाले पे पड़ रहा है ना। आगे जो इंप्लीमेंटेशन वाला कर रहा है उसका इंपैक्ट भी इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन के ऊपर पड़ने वाला है, उसे अपन बैकवर्ड लिंकेजेस बोलेंगे। बस उसी की बात हो रही है। तो फॉरवर्ड लिंकेज में क्या लिखा, इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। देन बोला बैकवर्ड लिंकेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लो समझ लो, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज क्या बोला, फॉर्मुलेशन प्रोसेस का भी इंपैक्ट होता है, सॉरी, फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी अफेक्ट होता है किससे, इंप्लीमेंटेशन से, यानी इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन को अफेक्ट कर रहा है वैसा। अब उसके ऊपर दो दो शब्द लिखने अपने को, तो दो दो शब्द यहां पे अपने आगे, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस के अंदर एक्सप्लेन क्या करोगे भाई, लिखना लिख देना कि देखो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो होती है ना, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो होती है उसके आगे लिख देना फॉर्मुलेशन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग से लेके एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, ये पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये सब जो प्रोसेस आपने किया है ये डिटरमाइन करता है कि आपका इंप्लीमेंटेशन का कोर्स क्या होगा, है ना। जैसा स्ट्रेटजी बना उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी तो चेंज होगी ना आपकी, ठीक है। एंड उस अकॉर्डिंग आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज हैज फॉरवर्ड लिंकेजेस विद देयर इंप्लीमेंटेशन। देन बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर, कंटिन्यूसली 7 घंटे से 6.5 घंटे से बोले जा रहे हैं। लाइक कर दो इस बात पे लाइक कर देना, ठीक है, चलो। बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है यहाँ पे, बैकवर्ड लिंकेजेस है कि जो आगे वाला है उसका इंपैक्ट पीछे वाले के ऊपर पड़ रहा है, यानी जो इंप्लीमेंटेशन है वो अफेक्ट कर रहा है आपके फॉर्मुलेशन को। इसका मतलब कैसे समझोगे भाई, देखो देखो आपने पिछली बार कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाई होगी, उसको इंप्लीमेंट किया होगा, आपको मालूम पड़ा कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा आपके लिए, तो अगली बार से आप ध्यान रखोगे ना फॉर्मुलेशन करते टाइम पे कि भाई ये हरकत मत कर देना, पिछली बार वर्क नहीं करी थी, है ना। सपोज करो कैरेट लेन ने सोचा कि इस बार हम इतने सारे स्टोर्स ओपन करेंगे, देखते हैं वर्क करती है नहीं करती, उन्होंने इंप्लीमेंट करा, बाद में मालूम पड़े तो वर्क ही नहीं करा, सारा पैसा वेस्ट किया। तो अगली बार जब वो स्ट्रेटजी बना रहे होगा कैरेट लेन, तो उनको पिछली बार की इंप्लीमेंटेशन की कहानियां याद रहेंगी ना, कि पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था इससे, तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई अब फॉर्मुलेशन ऐसा मत करना, इतने सारे स्टोर्स एक साथ ओपन नहीं करेंगे क्योंकि पिछले कहानियां याद आ रही है। तो पिछली बार का इंप्लीमेंटेशन आपको इस बार की स्ट्रेटजी आपकी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। दूसरा चीज ये भी है, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करी थी डोमिनोज की, कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे ही नहीं जो आपको पता है कि इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सपोर्ट ही नहीं करता है,
आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे ही नहीं। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है, हेल्प करता है, वो बता रहा है आपको कि भाई ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे ही नहीं। तो इंप्लीमेंटेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, वो भी डिटरमाइन कर रहा है कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। भाई आप सोच लो कि मैं 16 घंटे पढ़ के रैंक लेके आ जाऊंगा, मैं ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, आपको मालूम है इंप्लीमेंटेबल ही नहीं है चीज, तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती ना। कैसे पढ़ लोगे 16 घंटे? मतलब कोई पढ़ सकता तो पढ़ ले, अलग बात है। 16-17 घंटे, 28 घंटे, 20 घंटे पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिकल ना, इंप्लीमेंट नहीं होती है चीजें। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे ही क्यों? आप दायरे में लेके बनाओगे ना कि हाँ भाई 13-14 घंटे की इंप्लीमेंट हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। तो हो गया ना बैकवर्ड लिंकेज, इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोच के फॉर्मुलेशन किया आपने, बस वही बात है, वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया टॉपिक लिंकेज का, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एक खुद दूसरा टॉपिक है इशू, ये आगे क्या ऐसे मेरे ख्याल से इनमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन की बात करिए कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 6 लिस्ट दे दी, बोला ये सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट इश्यूज का मतलब है कि क्या क्या काम करने पड़ेंगे, बेसिकली वो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन होगा, रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, फंक्शनल करना पड़ेगा, बिहेवियरल करना पड़ेगा। कितना ज्ञान दिया है, याद करने का तरीका पीपीआर एसएफबी कर देना। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मैनेजमेंट इश्यूज सेंट्रल टू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक्स, ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इनमें से आपको कोई भी 7-8 आप याद कर लेना, वो लिख लेना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। आईसीआई ने कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया हुआ है, उन्होंने रैंडम रैंडम पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इशू सेंट्रल टू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। कैसे याद रखोगे? 4 टाइप्स हैं। पहला तो रिसोर्स एंड बजट चेंजेस की बात करेंगे, इसमें आप क्या बोलोगे? एनुअल ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, पॉलिसीज बनाना, अलोकेट करना रिसोर्सेज को। अब पहली बात तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये इंप्लीमेंटेशन की बात ही नहीं हो रही है, फिर भी घुसा दिया लोगों ने यहाँ पे। क्या कर सकते हैं इन लोगों के साथ बताओ? ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं, उसमें 4 पॉइंट्स आ जाएँगे। क्या? आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस किए, ठीक है, डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर बनाया, रीस्ट्रक्चर किया, री-इंजीनियर करा कंपनी को, डाउनसाइज़ करा अगर ज़रूरी है, कंपनी को थोड़ा-सा कम किया, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम किया, प्रोडक्शन कम किया अगर नेसेसरी लग रहा है तो। तो इ मैनेजमेंट इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, इश्यूज़ का मतलब है कि चीज़ों को अपने को एड्रेस करना पड़ेगा, चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ एक तरीके से। इसलिए लिखा है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस टू चेंज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। देन प्रोडक्शन चेंजेस में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेसेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ये लिस्ट याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज याद कर लेना कि स्ट्रेटेजी जो होती है, स्ट्रेटेजी से क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होता है। स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, देन वो प्रोग्राम को ब्रेक करके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। कैसे? देखो, जो अपन ने बात करी थी कि कैरेट लेन की बात करी थी ना अपन ने, लेट्स से जो कैरेट लेन था उसने अपने मार्केटिंग टीम को बोला कि तुम्हें, उनको ऑब्जेक्टिव दिया एक तरीके से कि तुम्हें इस बार ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना है, जिसको अपन लीड्स बोलते हैं, ज्यादा लीड्स लेके आनी है आपको, है ना? एंड उसमें ज्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट भी होने चाहिए। लीड्स कन्वर्ट होते हैं मतलब 10 करोड़ कस्टमर्स तक हमारी वेबसाइट तक पहुंचे, उसमें से कितना खरीद के गए, दैट उसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। या फिर स्टोर में आए, उनमें से कितने लोग खरीद के गए, दैट इज लीड्स एंड कन्वर्जन। ठीक है, उनको बोला कि तुम्हें लीड्स इंप्रूव करने हैं, कन्वर्जन भी इंप्रूव करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम क्या क्या बन सकते हैं? इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम बन सकते हैं कि अच्छा अपन क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग टीम बनाएगी कि अच्छा इसके लिए हम इसको इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी जो अपने को टारगेट दिया गया, इसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि हमें ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव अपने को दिया गया, इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी कि हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कस्टमर्स तक पहुंचेंगे एंड फेस्टिव स्पेसिफिक मार्केटिंग करेंगे। ज्वेलरी बेचनी है ना, फेस्टिव स्पेसिफिक मार्केटिंग होगी, ये अपनी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको आपने ब्रेक किया किसके अंदर? अलग अलग स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये आपकी एक स्ट्रैटेजी बन गई। ठीक है, इसको आपने ब्रेक किया अलग अलग प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम क्या है?
सबसे पहला प्रोग्राम हो जाएगा, जैसे आपने यहीं पे बोला कि मेरी जो प्लेटफ़ॉर्म्स, मेरे को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लेके आ जाना है। तो मुझे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर पहुँचना है। यानी मुझे इंस्टाग्राम के भी मार्केटिंग चलानी है, मुझे यूट्यूब पे भी चलानी है, मुझे गूगल पे भी चलानी है मार्केटिंग, जहाँ पे मेरे मेरे प्रोडक्ट्स लोगों को दिख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी मार्केटिंग मुझे करनी है। ठीक है? ये आपका एक, ये अलग-अलग, ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है? दूसरा आपका प्रोग्राम क्या हो गया कि हमें फेस्टिव स्पेसिफिक मार्केटिंग करनी है। ठीक है? इसके ऊपर बात करते हैं। इसके प्रोग्राम्स क्या-क्या बनेंगे आपके? ठीक है? आपके प्रोग्राम बन जाएँगे जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। जैसे दिवाली आएगी, इस दिन आपके बिकेंगे, ठीक है, ज्वेलरीज़। ठीक है? फिर उसके बाद में और कब-कब बिकती है ज्वेलरी? अ, यूजुअली शादियों का जो सीज़न आता है ना, ठीक है, मैरिज सीज़न आता है तब बिकती है। और आपका अक्षय तृतीया, उस दिन भी आई थिंक बिकती है, कुछ लोग खरीदते हैं। मतलब अलग-अलग जो भी सीज़न है, ठीक है? साउथ के अंदर अलग कल्चर है, नॉर्थ के अंदर अलग कल्चर है, अलग-अलग फेस्टिवल्स के ऊपर अलग-अलग, किसी अलग-अलग का रहता है कि हमारे यहाँ इस टाइम खरीदी जाती है, हमारे इस टाइम ज्वेलरी खरीदी जाती है। तो आपने बेसिकली आइडेंटिफ़ाई करे कि हमारे अलग-अलग फेस्टिवल आइडेंटिफ़ाई करें। अब हर एक फेस्टिवल जो होगा, वो आपका एक प्रोग्राम बन गया कि दिवाली के अराउंड मार्केटिंग करेंगे ना, वो हमारा हो गया क्या? दिवाली मार्केटिंग प्रोग्राम। ठीक है? मैरिज सीज़न के अराउंड करेंगे, हो गया हमारा मैरिज सीज़न के आसपास का प्रोग्राम। ठीक है? अक्षय तृतीया के ऊपर करेंगे, हमारा हो गया अक्षय तृतीया के ऊपर का प्रोग्राम। ठीक है? अब ये जो आप करेंगे, लेट्स से आपने जो दिवाली वाला प्रोग्राम किया, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए आपने क्या किया? ये अलग-अलग प्रोग्राम्स बना दिए। ये प्रोग्राम हो गए ना अलग-अलग, 3 बना दिए आपने। अब ये प्रोग्राम आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाएँगे। कैसे ये प्रोग्राम आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाएँगे? जैसे आपने जो दिवाली वाला बोला, दिवाली वाला अलग-अलग प्रोग्राम में डिवाइड होगा, प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होगा, सॉरी। इसके प्रोजेक्ट्स क्या-क्या होंगे? मतलब जो-जो मार्केटिंग कैंपेन आप दिवाली के अराउंड करने वाले हो, वो सारे आपके अलग-अलग प्रोजेक्ट हो जाएँगे। पहला वाला प्रोजेक्ट आप बोलोगे कि हमारा न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा। ये आपका एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? दूसरा आपने बोला हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऐड कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, दिवाली के आसपास ही, ठीक है? तीसरा आपने आपने टीवी में एक विजुअल ऐड चलाया, वो आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ में टाई अप किया, जिनको आपने बोला कि आप हमारे स्टोर में आओ, बताओ कि हमने दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ से परचेज़ करा है, ताकि लोगों तक और ये मैसेज जाए और वो भी हमारे से परचेज़ करें। ये 4 अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं किसके लिए? दिवाली प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने वही लिखा कि स्ट्रैटेजी जो होती है उससे प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी शुड लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया, एक बार पढ़ लेना। इट इंक्लूड्स गोल्स, ठीक है? प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम्स लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ये चीज़ एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है? एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर, आ सकता है क्वेश्चन, अगर बनना रहा तो बन सकता है। ठीक है? उसके बाद 3 छोटे से टॉपिक्स हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 फालतू के। इंपॉर्टेंट भी नहीं, मतलब रिलेटेड ज़्यादा 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 अच्छा है, बाकी 2 तो फालतू के ही हैं। आपको नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट क्या ही होगा इसके अंदर, आपको पता ही है, सब पार्टिसिपेट करें, कमिटमेंट रहे वगैरह-वगैरह। कम्युनिकेशन, कंपटीटर फोकस, पता ही है इसमें क्या होगा आपको। सबसे ज़्यादा ये उन तीनों में ये ज़्यादा रिलेटिवली अच्छा है। शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जब फॉर्मुलेशन से अपन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शिफ्ट आता है। फॉर्मुलेशन कर रहा था टॉप वाला, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। तो एक देयर इज अ शिफ्ट इन शिफ्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो उसकी शिफ्ट की वजह से क्या हो सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसे ही बोला गया है कि उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है? जब ट्रांजिशन होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, तो स्ट्रेटेजिस्ट से शिफ्ट आता है डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिफ्ट आता है। ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स में अराइज, जिन्होंने बनाया तो जो इंप्लीमेंट करे वो अलग है, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। स्पेशली जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर उनको एकदम सरप्राइज मिले कि अच्छा हमें ये काम भी करना है ना, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर आपने उनको इन्वॉल्व भी नहीं रखा था तो। ठीक है? क्योंकि उनके खुद के मोटिवेटेड सेल्फ, वो लोग किससे मोटिवेट होते हैं? सब हर इंसान के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। दे आर मोटिवेटेड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? आपने उनको ध्यान में ही नहीं रखा। जब आप स्ट्रेटजी बना रहे थे तो आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, सारा सरप्राइज दिया, तो अब उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट भी हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही बोल रहा है कि दोनों के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट एंड उनका जो इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड करना चाहिए, तब जाके
इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको करना क्या था, उनकी सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि उनको इज्जत मिले, उनको इन्वॉल्व करा जाए। तो आपको उनको इन्वॉल्व करना था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है? उनसे पूछ के स्ट्रेटजी बनाते, उनको उनसे सलाह-मशवरा करते, फिर फाइनलाइज़ स्ट्रेटजी बनाते, तो उनको पता रहता है कि क्या होने वाला है, तो वो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। वो लोग उतना रेजिस्टेंस नहीं दिखाएँगे। बस वही बात हो रही है। देयरफॉर डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर शुड बी इन्वॉल्व्ड एज़ मच एज़ पॉसिबल इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है? एंड स्ट्रैटेजिस्ट शुड आल्सो बी इन्वॉल्व्ड एज़ मच एज़ पॉसिबल इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। बस ये कहानी थी। बाकी के 2 फालतू के हैं, पढ़ लेना, ठीक है? ये 2 यहाँ तक का जो इतना रिलेवेंट था अपन ने बात कर लिया, ठीक है? सो दैट मार्क्स द क्लोज़र ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस दोस्तों। आई होप ऑब्वियसली एग्ज़ाम रिलेटेड तो अपन ने पढ़ा ही है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जितनी प्रैक्टिकल लाइफ़ की अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से या वगैरह से जितने भी दे सकता था, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ कि बिज़नेस को कैसे देखा जाता है, स्ट्रैटेजी कैसे समझी जाती है, वो आप स्ट्रैटेजी कैसे देखी जाती है, हाउ प्रैक्टिकल लाइफ़ बिज़नेस वर्क्स, मैंने आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। आई होप उस सब में आपको बहुत मज़ा आया रहेगा, सब्जेक्ट प्यारा लगा होगा, बोरिंग तो लगा होगा डेफिनिटली क्योंकि थ्योरी है, आई नो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा और लर्निंग भी बहुत मिली होगी, ठीक है? इफ सो तो 3 दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना एंड उन 3 को बोलना आगे उनको पसंद था तो आगे 3 को और शेयर कर दें, ठीक है? ऐसे हम एक ह्यूमन चेन बना देंगे, ठीक है? वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल क्योंकि आगे अपन लोग मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है? एंड वीडियो का हाइप वगैरह कमेंट्स के अंदर जो भी आपको चीज़ पसंद आई हो, डेफिनिटली बता देना, ठीक है? मिलते रहेंगे, टेक केयर, हैव वेरी गुड डे, कीप लर्निंग दोस्तों, बाय बाय। कंसेप्चुअली पढ़ते रहना, ठीक है? बाय बाय।